इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सभी 10 यूनिट्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हमारी जो टॉप नॉच वीडियो रिवीजन की लेकर उसकी ये कंपाइलेशन जो है हमने बहुत ही केयरफुली तैयार की है हमारे पेड कोर्सेज से, हमारे फ्री कोर्सेज से। तो ये कोई रैंडम कंटेंट नहीं है, ये वही चीज़ है जो आपके लिए काम करेगी। इस वीडियो को फिनिश करके आपको ये होगा कि जो सिलेबस का डर सता रहा है लास्ट टाइम में वो इंस्टेंटली ड्रॉप हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्लैरिटी में टर्न हो जाएगी और दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए स्पेशली बनाई गई है सो डैट मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम टाइम में आपको मिल सके। पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है इस वीडियो में। यहाँ पर हमने रिपीटेड और हाई वेट एरिया जो है ना उसी को कवर किया है जो बार बार एग्जामिनर जिसमें से क्वेश्चन बना रहा है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि लास्ट में जो एग्ज़ाम का डर है वो इसी वीडियो से आपका निकलेगा। इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने आपके लिए एक श्योर शॉर्ट टॉपिक की पीडीएफ तैयार की है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और इसके लिए आपको ये करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो वहाँ पर मोबाइल पे जब आप लाइक करते हो वहाँ पर हाइप का बटन आता है नई वीडियो पर, वहाँ पर हाइप पे क्लिक कीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे कि आई विल क्वालिफाई जेआरएफ दिस टाइम फॉर श्योर। एक मैनिफेस्टेशन अपनी तरफ से भी कर दीजिए। और आपने हाइप पर क्लिक किया है उसका एक प्रूफ स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें गूगल फॉर्म पे वो अटैच करके दीजिए। वो गूगल फॉर्म कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करोगे, वहाँ पर आप इमेज अटैच करोगे, वहाँ पर आपसे ईमेल जो है आपकी ले ली जाएगी और आपकी ईमेल में ये ई बुक की पीडीएफ जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी विदिन 24 आवर्स आपके इनबॉक्स में होगी जब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। ये ऑफर वैलिड है 6 जनवरी 2026 तक। उससे पहले कर लोगे तो मिल जाएगा, उसके बाद मैं नहीं देने वाला हूँ। पढ़िए भी और साथ में जीतिए भी। एक कॉन्टेस्ट हम रखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं स्टूडेंट्स से, बीच बीच में जाकर मैं पूछ रहा हूँ। अगर उसके सभी क्वेश्चन के आंसर और सभी के सभी सही दे दिए एक कमेंट में बिना एडिट किए, और सबसे पहले जो करेगा उसको टर्बो रिवीजन कोर्स जो हमारा प्रीमियम और पेड कोर्स है जेआरएफ नेट पॉलिटिकल साइंस का और पेपर 1 का कॉम्बो पैक दोनों ही मिल जाएंगे। और साथ में हमारी जो फाइनल शॉर्ट टेस्ट सीरीज है जो इस बार हमने लॉन्च की थी दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा जिसमें पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 के क्वेश्चन दोनों ही कवर है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस जो है उस स्टूडेंट को मिलेगा जो सबसे पहले कमेंट करेगा। ये दोनों का प्राइस अगर देखेंगे वर्थ ₹2000 है, तो इसको मिस आउट नहीं करना है। और अभी लास्ट चांस ऑफर जो है हमने इन दोनों पर लगा दी है, जो इंटरेस्टेड है वो भी इनको जाकर ले सकते हैं। अब ये जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं आगे, ये कहीं तेज लगेगी कहीं स्लो लगेगी, आप स्पीड इसको अपने हिसाब से तेज स्लो करते रहना जैसे आपको ठीक लगता है। कुछ पार्ट आपने देख भी रखे होंगे, उसको स्किप कर सकते हो। कंट्रोल्स जो है सब आपके पास है। चलिए शुरू करते हैं। एजो सीकर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कुछ नया करते हैं। क्योंकि ये लिबर्टी की वीडियो है तो मैं अपनी क्रिएटिव लिबर्टी को यूज करते हुए इन सभी मेजर थिंकर्स की आपस में बातें करवाऊंगा सो डैट आपको लिबर्टी का कंसेप्ट इजीली समझ आ जाए। लिबर्टी कितनी हसीन चीज होती है, इसके लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी दिन सुबह आप उठते हो, मोबाइल फोन चेक करते हो, वहां पर एक न्यूज फ्लैश होती है कि आज के बाद आपको अपने जो हेयर कट है वो अपने लीडर के स्टाइल जैसा कराना होगा। तो आपको कैसा लगेगा? चाहे आपकी जिंदगी में ये सुबह आए ना आए, लेकिन नॉर्थ कोरियन के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी ये सुबह आ रखी है। तो कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कितनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी तरह का हेयर कट स्टाइल करवा सकते हैं, किसी भी तरह के कलरफुल कपड़े पहन सकते हैं, जो मन में आए उसे खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें सब तरह की आज़ादी जो है वो नहीं दी जा सकती। जैसे कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करने दिया जा सकता। आपका मन है मैं उल्टी दिशा में गाड़ी चलाऊं तो वो नहीं करने दिया जा सकता। और अगर आप ऐसी आज़ादी चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि पासपोर्ट और वीज़ा के बिना ही मैं किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर लूं, तो ऐसी आज़ादी भी नहीं दी जा सकती। अब सवाल यह है कि क्यों इंसानों को हर तरह की लिबर्टी नहीं दी जा सकती? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? किस हद तक लिबर्टी दी जा सकती है और किस हद तक लिबर्टी को छीना जा सकता है? क्यों गवर्नमेंट को आपकी लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है? और क्यों आप अपनी लाइफ में फ्री नहीं हो हर तरह के डिसीजन लेने के लिए? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। अगर आपको आ जाते हो तो इसका मतलब है लिबर्टी का कंसेप्ट और उसकी फिलॉसफी आपको समझ आ चुकी है। लेकिन अगर इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा कंसेप्ट ही समझ आएगा, फिर आधे अधूरे ही आंसर लिबर्टी के आप करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लिबर्टी का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके जरूर बताना अगर आप ऐसी और कंसेप्चुअल वीडियोस चाहते हो। हालांकि लिबर्टी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थॉमस हॉब्स इस काम को आसान करते हैं अपनी लेवियाथन बुक में, जिसमें वो कहते हैं, वो कुछ इस तरह से कहते हैं कि ए फ्री मैन इज ही विच बाय हिज स्ट्रेंथ एंड विद ही इज एबल टू डू इज नॉट हिंडर टू डू
what he has a will to। अगर आप पुरानी इंग्लिश समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपके लिए ये काम आसान कर देता हूँ। थॉमस हॉब्स एक्चुअली ये समझाना चाहते हैं कि लिबर्टी में 3 चीज़ें होनी जरूरी है। सबसे पहले जो आप करना चाहते हो, दूसरी चीज़ है आपको वो चीज़ करने से रोका ना जाए, तीसरी चीज़ है आपके पास क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। जब आप ये तीनों चीज़ें करते हो इसका मतलब है आप लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हो। अब इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि हमारा अगर मन कर रहा है किसी को मारने का और हमें कोई रोक नहीं रहा, हमारे पास क्षमता भी है, तो क्या हम उसको मार सकते हैं? हॉब्स कहते हैं ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आप वही चीज़ें कर सकते हो जहाँ पर लॉ साइलेंट है, वहाँ पर ही आपको लिबर्टी है। लेकिन जहाँ पर लॉ है वहाँ पर आपको लिबर्टी नहीं है। लॉ आपको वो चीज़ें करने से रोकता है। और आपकी क्षमता होने का मतलब बेसिकली यही मतलब है कि आप बीमार या आलसी ना हो। एक्चुअल में एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को करने की। अगर आप में एबिलिटी नहीं है तो आप लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हॉब्स आगे चल के हमें ये भी समझाते हैं कि लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के 2 मोटिवेशन फैक्टर रहते हैं ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन नेचर में वो 2 फैक्टर होते हैं। पहला ये कि वो डर के मारे कुछ काम करता है, या दूसरा ये है ज़रूरत की वजह से वो काम करता है। तो ये फियर एंड नेसेसिटी 2 ऐसे मोटिवेशन फैक्टर है जिसकी वजह से वो लिबर्टी को एक्सरसाइज करता है। हॉब्स फर्दर कहते हैं वो लिबर्टी को इसलिए एक्सरसाइज करता है ताकि खुद को बचा सके। अपने आप को बचा ही रहा होता है, अपने आप को प्रिजर्व कर रहा होता है। हॉब्स इसी को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए एक आदमी है जिसने अपने लोन को पे करना है, अपने डेट को पे करना है। तो वो अपना डेट क्यों पे कर रहा है? क्योंकि उसको डर है कि कहीं उसको जेल में जाना ना पड़े, और साथ ही में उसे कोई रोक नहीं रहा कि वो जेल में जाए। वो तो इसलिए ये एक्शन ले रहा है ताकि खुद को बचा सके। तो ये जो एक्शन होगा हॉब्स मानते हैं इसमें वो अपनी लिबर्टी को ही एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें वो अपना डेट को पे करने के लिए फ्री है और उसे कोई रोक नहीं रहा। वो इसलिए पे कर रहा है क्योंकि उसको डर है कहीं वो जेल ना चला जाए। तो ये जो उसका एक्शन है ये उसका एक्शन एट लिबर्टी है। वो इस तरह से भी अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन अगर हम फियर एंड नेसेसिटी को ही एज ए मोटिवेशन फैक्टर लेकर चले लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए, तो हॉब्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मान लीजिए एक रवि नाम का लड़का है जिसके लिए एक एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, जिसमें अगर वो फेल हो जाएगा तो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। इसमें दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो उसको डर है कि वो कहीं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, और दूसरा उसको ज़रूरत है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्योंकि फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। तो अपने आप को बचाने के लिए वो इस एग्जाम में अपेयर भी होगा, और कोई उसे रोक भी नहीं रहा एग्जाम में अपेयर होने के लिए। ठीक है, उसके पास पूरी लिबर्टी है कि वो एग्जाम में अपेयर हो सकता है, उसको कोई रोक नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? अपनी लाइफ को खुद को बचाने के लिए क्या वो एग्जाम में चीट भी कर सकता है? क्योंकि डर और ज़रूरत में हम जो एक्शन लेते हैं वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक्शन हमेशा ही सही हो। इसलिए हमें हॉब्स की लिबर्टी में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। हॉब्स का जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है कि वो इसके बारे में सिर्फ बात करता है कि लिबर्टी क्या होती है, व्हाट इज़ लिबर्टी। वो इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करता कि लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, और उस लिबर्टी में अगर कोई एक्शन लिए जाते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, दूसरे इंडिविजुअल पर क्या असर कर सकता है, सोसाइटी पर क्या असर कर सकता है। हॉब्स इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं करते। इसके साथ हॉब्स जो है लिबर्टी ऑफ चॉइस का इशू भी एड्रेस नहीं करते कि इंडिविजुअल कितना फ्री है अपने आप चॉइसेस लेने के लिए, कितना आज़ाद है, इसके बारे में हॉब्स नहीं बात करते। हॉब्स ना ही मटेरियल कंडीशंस की बात करते हैं, वो कंडीशंस जो ज़रूरी होती है ताकि हम लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ तो उसके लिए गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छी रोड होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए मुझे सिखाने के लिए। ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट करती होनी चाहिए, तभी तो मैं गाड़ी चलानी सीख पाऊँगा। ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि मैं गाड़ी चलाने के लिए आज़ाद हूँ। आज़ाद किस तरह से हूँ अगर मटीरियल कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए वापस चलते हैं रवि की एग्जाम्पल में। उसका सवाल तो अभी भी वही रहा, क्या वो एग्ज़ाम में चीट कर सकता है? तो हॉब्स इसके लिए ये क्वेश्चन करते हैं लोग को, और लोग जवाब देते हैं नहीं, वो चीट नहीं कर सकता। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसके लिए हमें समझना होगा लोग का लिबर्टी का कंसेप्ट। तो लोग कहते हैं लिबर्टी का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी जो लॉ ऑफ नेचर अलाउ करता है। अगर लॉ ऑफ नेचर आपको अलाउ नहीं करता तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते, और अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी तरह की आज़ादी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये बिल्कुल हॉब्स से उल्टा कह रहे हैं। हॉब्स कहते थे जहाँ पर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता वहीं पर आज़ादी एग्जिस्ट करती है,
और लॉ कहते हैं जहाँ पर लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पर किसी तरह की लिबर्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लॉ ही हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है, ये लॉ ही इंश्योर कर सकता है कि मुझ पर किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती दूसरा ना करे और मैं अपने डिसीज़न लेने के लिए, अपनी चॉइसेस लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ, ये कहते हैं। लेकिन अब लॉ के लिए ये सवाल हम खड़ा करते हैं कि लॉ ऑफ नेचर हमें क्या अलाउ करता है, क्या नहीं करता है, ये कैसे पता चले? हमें कैसे पता चले लॉ ऑफ नेचर क्या है? क्योंकि कोई बुक तो ऊपर आसमान से गिरी नहीं है, हमें पता चल जाएगी शायद लॉ ऑफ नेचर पहला ये है, दूसरा ये है। कैसे पता चलता है लॉ ऑफ नेचर के बारे में? तो लोग कहते हैं लॉ ऑफ नेचर को अगर हम समझना चाहते हैं तो वो समझेंगे हम अपने रैशनैलिटी से, रीज़न से, ठीक है। हम अपने रीज़न अप्लाई करेंगे, दिमाग से सोचेंगे और पता चल जाएगा लॉ ऑफ नेचर क्या है। कैसे पता चलेगा? कहते फॉर एग्जांपल हम सब लोग बाउंड है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए। हमारे साथ कोई भी घटना होती है सबसे पहले हम अपने आप को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। चाहे गर्म पानी में हाथ डालकर देख लेना, क्या करोगे आप? अपने हाथ को जल्दी से तुरंत बाहर निकाल लोगे। इंसानों के अलावा किसी भी जीव को ले लो, मक्खी की ही एग्जाम्पल ले लो, मारने की कोशिश करना उसको, देखना वो अपने आप को कितना बचा रही है। वी आर बाउंड टू प्रिजर्व अवर सेल्फ। ये नेचर ने हमें किसी तरह से बाउंड कर रखा है। जिस तरह से हम बाउंड है, सिमिलरली दूसरे भी बाउंड है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए। तो लोग कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मार दें या दूसरों का नुकसान कर दें। दूसरे भी तो अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं इस रीज़न से हमें एक चीज़ समझ आती है, वो ये है कि हमारे जो एक्शन है वो ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। माई एक्शन शुड नॉट हार्म अदर्स, ये नेचुरल लॉ निकल कर आया है हमारी इस डिस्कशन से। तो फिर इसमें लिबर्टी का रोल क्या रहेगा? लोग कहते हैं फिर इसमें लिबर्टी का रोल ये रहा है कि इंडिविजुअल जो है फ्री है कुछ भी करने के लिए, बस एक कंडीशन है इस पे कि वो किसी का नुकसान ना करे, किसी को हार्म ना करे, तब तक वो फ्री है। बट रवि का सवाल तो वहीं पर खड़ा रहा ना कि वो चीट क्यों नहीं कर सकता? वो किसी को हार्म तो कर नहीं रहा, किसी की आंसर शीट को खींच नहीं रहा, किसी का नुकसान नहीं कर रहा, किसी को फिजिकली मार नहीं रहा, फिर वो चीट क्यों नहीं कर सकता? तो लोग इसी चीज़ को अब समझाते हैं। वो कहते हैं आप इसलिए चीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप चीट करके हाई मार्क्स लेकर एक सीट अपने लिए गेन कर लेते हो, वहीं दूसरी साइड जिसको वो सीट मिलनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को, जो फेयर तरीके से एग्ज़ाम दे रहा था, उसको वो सीट नहीं मिलेगी। तो इनडायरेक्टली ही सही आपने किसी तरह से उसकी फ्यूचर और उसकी लाइफ को हार्म कर दिया है। इसलिए आपका ये जो एक्शन होगा चीट करना, ये मॉरली सही नहीं है, इसके मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं है, आप दूसरों को हार्म कर रहे हो, इसलिए आपको लिबर्टी नहीं है एग्जाम में चीट करने की। लेकिन लोग की लिबर्टी के साथ भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए एक बैगर है, एक भिखारी, जो ये कहता है क्या मुझे भीख मांगने की लिबर्टी है क्योंकि मैं इसमें किसी का भी नुकसान नहीं कर रहा हूँ? तो अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब लोग के पास नहीं है, क्योंकि लोग की लिबर्टी जो है वो सोसाइटी में पाए जाने वाली हायरार्की और इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करती है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, सबसे ज़्यादा अपनी आज़ादी को कौन मान सकता है? एक अमीर या एक गरीब? सो ऐसे इश्यूज़ को लोग भी एड्रेस नहीं करते हैं। तो इसीलिए भिखारी को भीख मांगने पड़ेंगे। अगर भीख नहीं मांगेगा तो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा, भूख से मर जाएगा। तो ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं रूसो, जो कहते हैं कि बैग करने की ज़रूरत ही क्या है, हम लोग हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कौन हैं, कैसे हेल्प करेंगे, उसके लिए हम रूसो का लिबर्टी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो रूसो हमें लिबर्टी के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं लिबर्टी का मतलब है अपने आप को सेल्फिश मोटिव से फ्री कर कर दूसरों की भलाई में सोचना ही लिबर्टी है। हमें इस ह्यूमन सोसाइटी को लिबरेट करना होगा अनजस्ट इनइक्वालिटी से। अनजस्ट इनइक्वालिटी का मतलब है वो इनइक्वालिटी जो मैन मेड है, जो कन्वेंशनल है, जो नेचुरल नहीं है, जो इंसानों की वजह से बनी है सोसाइटी में, वो असमानताओं को हमें रिमूव करना होगा। जैसे कि पॉवर्टी या गरीबी जो है वो रूसो मानते हैं वो इनइक्वालिटी नेचुरल नहीं है, वो अनजस्ट इनइक्वालिटी है, मैन मेड इनइक्वालिटी है। तो ह्यूमन बीइंग को कैसे लिबरेट किया जा सकता है, कैसे फ्री किया जा सकता है? वो कहते हैं उन्हें तभी फ्री किया जा सकता है जब वो लॉ को ओबे करेंगे। किस तरह के लॉ को ओबे करेंगे? वो लॉ जब जनरल विल के बेसिस पे होंगे। अब जनरल विल क्या है? जनरल विल वो विल है एक सोसाइटी की जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है। एक इंडिविजुअल की अपनी विल होती है, एक विल होती है जो जनरल विल। जनरल विल हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचती है और इंडिविजुअल को अपनी विल को सरेंडर करना होगा जनरल विल में। जो जनरल विल कहेगी, जनरल विल के अकॉर्डिंगली लॉ बनेंगे,
वही लॉ ठीक होंगे और उसी लॉ से जो है सोसाइटी को हम लिबरेट कर सकेंगे। इंडिविजुअल अपने सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठकर सोसाइटी की भलाई के बारे में सोच सकेगा। यही है रूजो का लिबर्टी का कंसेप्ट। लेकिन अभी भी बैगर के लिए सवाल तो वही रहा कि वो कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। मैं तो अभी भी भीख मांग रहा हूँ, मेरी कैसे हेल्प करेंगे। तो रूजो ने कहा है बेसिकली क्या होगा, जब वो अपने सेल्फिश मोटिव से ऊपर उठकर जनरल विल को फॉलो करने लगेंगे तो सोसाइटी में जो ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से तुम्हें भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वो कंडीशंस ही बदल जाएंगी, वो कंडीशन चेंज हो जाएंगी और आपको भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्कॉलर जो रूजो को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये एक बिल्कुल ही यूटोपियन आइडिया है। मान लीजिए सोसाइटी में जाकर हम लोगों को कहते हैं कि अपने सुख आराम छोड़ दो, अपने सेल्फिश मोटिव छोड़ दो और चलो दूसरों की भलाई करने के लिए आगे आते हैं, तो कितने ही लोग आगे आएंगे? शायद कोई भी नहीं। तो अपने क्रिटिक्स को सुनकर रूजो को भी लग रहा होगा क्या मैं गलत हूँ? तो जे.एस. मिल कहते हैं हाँ आप गलत हो। आप इसलिए गलत हो क्योंकि आप इंडिविजुअल को फोर्स कर रहे हो कि वो कम्युनिटी को, सोसाइटी की विल को ओबे करे। अब जब उनको फोर्स करोगे ओबे करने के लिए तो उनकी सेल्फ डेवलपमेंट रुक जाएगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सोचना बंद कर देंगे। वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश नॉर्म्स को, ऑलरेडी इस्टेब्लिश लॉ को जो जनरल विल पर है वो उसी को फॉलो करेंगे। अगर सारे इंडिविजुअल ही ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो सोसाइटी की प्रोग्रेस रुक जाएगी, क्योंकि सोसाइटी चलती है जब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट होती है, जब इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें सोच कर दिखाता है सोसाइटी से हटकर। तो इसीलिए जे.एस. मिल कहते हैं अगर सोसाइटी और इंडिविजुअल की ओपिनियन में कोई कन्फ्लिक्ट है तो हम इंडिविजुअल को ही अल्टीमेट जज मानेंगे, सोसाइटी को नहीं। यानी इंडिविजुअल ही उस ओपिनियन को जज करेगा क्या वो ठीक है या गलत है। सोसाइटी के पास अधिकार नहीं है उसको जज करने के लिए। तो जे.एस. मिल के लिए इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी नहीं। अब ये बात सुनकर इंडिविजुअल तो खुश होंगे ही। तो चलिए जे.एस. मिल के अब लिबर्टी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो मिल कहते हैं हम जब भी कोई आज़ादी में या लिबर्टी में कोई एक्शन लेते हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब हमारे वो एक्शन है जो सिर्फ हमें इफ़ेक्ट करते हैं, और अदर रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शन है जो दूसरों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यानी हमारे लिए हुए एक्शन दूसरों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो मिल कहते हैं जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है जो सिर्फ आपको ही इफ़ेक्ट करते हैं, दूसरों को नहीं कुछ करते हैं, ना ही हार्म पहुंचाते हैं, वो एक्शन के लिए आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही आपके कुछ एक्शन दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो तो वो एक्शन के लिए आप फ्री नहीं हो। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट आपको कुछ नहीं कर सकती, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन वो एक्शन जो दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं उसमें स्टेट इंटरफेयर करेगी। तो ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वाली बात सुनकर जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो लोग जो सारा दिन कमरे में बैठ के नशे करते रहते हैं, उन नशेड़ियों का क्या होगा? वो तो नशेड़ी खुश हो जाएंगे और कुछ इस तरह से नाचने लगेंगे। लेकिन मिल ने अपने बाल धूप में तो सफ़ेद किए नहीं थे, इसलिए वो जानते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कभी कभी अदर रिगार्डिंग एक्शन भी बन सकते हैं, वो दूसरों को इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी बुक ऑन लिबर्टी में वो इसी चीज़ को क्लियर करते हैं कि कुछ एक्शन हमारे ऐसे होते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं लेकिन दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरों को इफ़ेक्ट करे तो उनकी मर्जी से ही वो इफ़ेक्ट होने चाहिए। अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। जे.एस. मिल कहते हैं हमारे कुछ एक्शन प्योरली सेल्फ रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो तभी होंगे जब वो दूसरों को इफ़ेक्ट नहीं करते, ठीक है। ना आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है, उस इफ़ेक्ट से, ना आप कहीं धोखा करके कोई ऐसा एक्शन ले रहे हो जो दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसे पता भी नहीं है कि वो मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसको और क्लियर करते हैं कि इफ़ेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस चेंज ना हो। अगर उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके एक्शन उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पर्सनल सर्कमस्टांसेस का यहाँ पर मतलब है जिसमें आपकी बॉडीज़, रेप्यूटेशन, फाइनेंसेस, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें पर्सनल सर्कमस्टांसेस में आते हैं। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती है तो इसका मतलब है आपको किसी का एक्शन इफ़ेक्ट कर रहा है। मिल कहते हैं इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि पर्सनल सर्कमस्टांसेस में फीलिंग्स की बात नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका दोस्त कोई कपड़े पहन कर आया आपके सामने और आपको पसंद नहीं आए, ठीक है, और आप कहते हो उसे बदल कर आओ, क्योंकि फीलिंग्स जो है वो टेम्परेरी होती है। तो लिबर्टी में अगर कोई एक्शन लेता है तो उसको लाइक डिसलाइक या फीलिंग्स पे जज नहीं किया जाएगा, वो जज किया जाएगा कि उसने दूसरे के पर्सनल सर्कमस्टांसेस को इफ़ेक्ट किया है या नहीं किया है।
तो अगर उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो तभी इस पैरामीटर पर हम समझ पाएंगे कि क्या इस एक्शन से उसका नुकसान हुआ है या उसका बेनिफिट हुआ है। तो अगर उसका कोई नुकसान हुआ है तो ऐसे एक्शन को फिर रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर उस एक्शन से किसी का बेनिफिट हुआ है तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, स्टेट किसी भी तरह की फिर इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, ये जेएस मिल समझाते हैं। हालांकि मिल अपनी तरफ से पूरी सफाई पेश कर देते हैं, लेकिन फिर भी जेएस मिल की लिबर्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स लेती है। अर्नेस्ट बार्कर जेएस मिल को कहते हैं कि वो एम्प्टी लिबर्टी के मसीहा है, प्रॉफिट है, एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल के मसीहा। वो ऐसा क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। मोस्टली जो जेएस मिल को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि जेएस मिल इंडिविजुअल को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल को सोसाइटी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि इंडिविजुअल के एक्शन कभी भी ऐसे एक्शन हो ही नहीं सकते जो सेल्फ रिगार्डिंग हो, जो दूसरों को इफेक्ट ना करे। हर एक्शन इंडिविजुअल का किसी ना किसी रूप में दूसरों को इफेक्ट करता है। इसलिए मिल का जो लिबर्टी का कंसेप्ट है वो ठीक नहीं है। और इसके साथ जेएस मिल के आइडिया में हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाई देती है। जैसे कि जेएस मिल कंपलसरी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं बिजनेस और इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए स्टेट को कोई रोल प्ले करना होगा। यानी स्टेट को कुछ लॉ बनाने होंगे, इंडिविजुअल की कुछ एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब जेएस मिल इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात करते हैं वो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन के फेवर में नहीं आते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देती है कि अगर वेलफेयर स्टेट को जेएस मिल सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिविजुअल की लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मिल की लिबर्टी के आइडिया में एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक नेहा नाम की लड़की है जो राइटर बनना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं कि वो आईएएस बने। अब जेएस मिल फ्रीडम ऑफ चॉइस की तो बात करते हैं, लेकिन मटेरियल कंडीशन की बात नहीं करते। तो जेएस मिल उस लड़की को क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीली राइटर बनिए, आपके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। तो कार्ल मार्क्स आकर अब समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। कार्ल मार्क्स कहते हैं प्रॉब्लम यह है कि राइट मटेरियल कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती कि वो राइटर बन सके। हमारे समाज में, सोसाइटीज़ में राइटर को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, राइटिंग को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, तो कैसे उसके पेरेंट्स जो है उसे अलाउ करे कि वो राइटर बने। तभी तो आपने कभी ये बात नहीं सुनी होगी कि एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है और अदर उल्टा उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो वो राइटर बनने जा रहा है और तुम सिर्फ आईएएस बनने के ख्वाब देख रहे हो। ऐसा पेरेंट्स कहने लगे ये तो पैरेलल यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। और वैसे भी लबासना आईएएस का होता है, राइटर्स का कोई भी लबासना नहीं होता। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए कार्ल मार्क्स की लिबर्टी का आइडिया समझना होगा। कार्ल मार्क्स लिबर्टी डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते, वो ये डिफाइन करते हैं कि लिबर्टी क्या नहीं होती है। तो इसी चीज़ को हमें समझाते हैं और वो कहते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन नेचर में एक चीज़ होती है, वो होती है एक एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी। हम अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो सर्कमस्टांसेस जो हमें ऐसा करने से रोकते हैं वो हमारी लिबर्टी को डिनाई करते हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फ के साथ, अपने खुद के साथ तभी ही अच्छे से जुड़ सकते हैं जब हम अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाएं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर हम जो करना चाहते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें फिर कुछ दूसरी चीज़ करनी पड़ती है, हमें फोर्स किया जाता है कि हम कुछ और करें। जैसे मार्क्स ने अपने टाइम पर देखा था कि वर्कर्स को फोर्स किया जा रहा है फैक्ट्रीज में, वो क्रिएटिवली कुछ और भी करना चाहे तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं। तो मार्क्स कहते हैं जब इंसान को फोर्स किया जाता है, जब वो करना चाहता है क्रिएटिवली, उसको वो करने नहीं दिया जाता, तो वो अपनी सेल्फ को लूज कर लेता है, उसे अपनी सेल्फ की सेंस नहीं रहती और वो एलियनेटेड हो जाता है। ऐसा पर्सन कैसा हो जाता है? ऐसा पर्सन सिर्फ एनिमल फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका मतलब है वो जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर हो जाता है। वो सिर्फ खाता पीता सोता तो है लेकिन सच में जी नहीं रहा होता है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स यहाँ पर ये कहेंगे कि ये नेहा के यहाँ पर सपने नहीं मर रहे हैं, ये नेहा ही मरती जा रही है। तो कार्ल मार्क्स के लिए लिबरेशन क्या है? लिबरेशन का मतलब ही है कि सेल्फ रियलाइजेशन की लाइफ को जीना, यानी वो एक्टिविटीज करना जिसके साथ आप रिलेट कर सको, जिसको करने से आपको खुशी महसूस हो। तो अगर हम कार्ल मार्क्स से यही क्वेश्चन करें कि ये कैसे किया जा सकता है, कैसे हम जिंदगी जिए सेल्फ रियलाइजेशन की, हम क्यों नहीं जी पा रहे, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म ही रिस्पॉन्सिबल है जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करा रहा जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सको, सेल्फ रियलाइजेशन की ज़िंदगी जी सको। अब तक की सारी लिबर्टी की डिस्कशन को सुनने के बाद इसाया बर्लिन आते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि लिबर्टी कोई एक कंसेप्ट नहीं होता है, लिबर्टी दो कंसेप्ट्स होते हैं। अपने फेमस लेक्चर में 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने दिया था 1958 में, वो कहते हैं लिबर्टी 2 तरह की होती है। एक होती है नेगेटिव लिबर्टी,
दूसरी होती है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, किसी चीज़ से फ्रीडम होना, किसी इंटरफेरेंस से, किसी ऑब्स्टैकल से हमें फ्रीडम होना, वो है नेगेटिव लिबर्टी। और पॉजिटिव लिबर्टी होती है जिसमें हम कुछ करते हैं, कुछ करने की आज़ादी, जैसे बोलने की आज़ादी, किसी भी तरह का धर्म अडॉप्ट करने की आज़ादी, ये पॉजिटिव लिबर्टी में आएगा जब हम कुछ करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। तो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है? नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस का मतलब ये है, बर्लिन ये कहते हैं कि अगर मैं जो करना चाहता हूँ और मुझे उस चीज़ को करने से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब है मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसी को समझाने के लिए बर्लिन एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है और उसे रोका जाए इलेक्शन लड़ने से, तो इसका मतलब है हम उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं, हम उसे रोक रहे हैं। तो यही नेगेटिव लिबर्टी में आता है। नेगेटिव लिबर्टी दो चीज़ों पर टिकी है, टू एक्सियम पर, यानी दो अजम्पशन को लेकर चलती है, दो धारणाओं पर टिकी हुई है। पहली चीज़ तो ये है कि हर एक इंसान अपने इंटरेस्ट के बारे में जानता है, ठीक है, वो अपना भला बुरा समझ सकता है। इसीलिए क्योंकि वो अपना भला और बुरा जानता है, स्टेट का कोई भी रोल नहीं है इसमें, लिमिटेड रोल है, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा इंसान की लिबर्टी में। नेगेटिव लिबर्टी में स्टेट को इंटरफेयर करने से रोका जाता है क्योंकि यहाँ पर इंसान खुद डिसीजन लेगा जो उसके इंटरेस्ट में हो। इसी के साथ अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कुछ करने की आज़ादी, जहाँ पर आप कुछ एक्शन लेते हो। पॉजिटिव लिबर्टी भी कुछ अजम्पशन लेकर चलता है। पॉजिटिव लिबर्टी मानती है कि इंसान की दो सेल्फ होती है, एक होती है हायर सेल्फ, एक होती है लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ वो होती है जहाँ पर आप रैशनली सोच सकते हो, जो आपकी रैशनल सेल्फ है, यानी जब आप दिमाग से सोचते हो। और लोअर सेल्फ वो होती है जो इरैशनल सेल्फ है, जिसमें डिज़ायर्स, इमोशंस और इग्नोरेंस होते हैं। लेमन लैंग्वेज में जब आप दिल से सोचते हो, दिल से कोई डिसीजन लेते हो। और पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट ये कहता है कि हायर सेल्फ को, हमारी रैशनल सेल्फ को हमेशा लोअर सेल्फ पर मास्टरी अटेन करनी होगी, यानी लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ के कंट्रोल में रहना होगा। क्योंकि इंडिविजुअल जो है हमेशा रैशनल सेल्फ में नहीं रहते हैं, वो लोअर सेल्फ में भी ले सकते हैं। तो स्टेट का काम ही यही है कि इंडिविजुअल को इतना डेवलप करना कि वो अपनी लोअर सेल्फ से ऊपर उठ के हायर सेल्फ के बारे में सोच सके, यानी रैशनली सोच सके। तो यहाँ पर स्टेट को भी ये अलाउ किया जा रहा है कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी में इंटरफेयर कर सकता है। जब तक इंडिविजुअल रैशनल डिसीजन नहीं लेते, हायर सेल्फ अटेन नहीं करते, तब तक स्टेट जो है उनको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो लोअर से हायर सेल्फ जा सके, इंटरफेरेंस करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि ये विश्वास है कि स्टेट एक्चुअली इंडिविजुअल को लिबरेट करेगी, इस तरह से वो ऑप्रेस नहीं करेगी। अगर वो पॉजिटिव लिबर्टी को इंक्रीज करने के लिए किसी तरह के डिसीजन लेती है, लॉ बनाती है, किस तरह के रूल्स लेकर आती है, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है। अब इस आइडिया के साथ भी प्रॉब्लम है। बर्लिन का आइडिया जिसमें हम नेगेटिव लिबर्टी को फ्रीडम फ्रॉम एंड पॉजिटिव लिबर्टी को फ्रीडम टू करके जब देखते हैं तो सारा ही आइडिया गलत हो जाता है। किस तरह से? क्योंकि हर एक फ्रीडम जो है वो फ्रीडम फ्रॉम भी है और वो फ्रीडम टू भी है। वो किस तरह से? वो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इंडिविजुअल की रिलीजियस फ्रीडम, अब ये कौन सी फ्रीडम होगी? ये नेगेटिव है या पॉजिटिव फ्रीडम होगी? ये फ्रीडम फ्रॉम स्टेट भी हो सकती है कि स्टेट जो है हमें ना बताए कि किस तरह का रिलीजन रखना है, ये हमें स्टेट से आज़ादी चाहिए कि हमें रिलीजन ना बताया जाए। और दूसरे शब्दों में ये फ्रीडम टू भी बनती है, यानी फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन और उस रिलीजन की प्रैक्टिसेस को एक्सरसाइज करना। तो फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू का डिफरेंस हम कैसे पहचानेंगे? अब इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब ये क्या है? ये नेगेटिव लिबर्टी है या पॉजिटिव लिबर्टी है, या फ्रीडम फ्रॉम है या फ्रीडम टू है? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम फ्रॉम स्टेट सेंसरशिप भी है कि स्टेट हमें रोके ना कुछ भी एक्सप्रेस करने से, ये फ्रीडम फ्रॉम स्टेट सेंसरशिप हो गया। और इसी के साथ ये फ्रीडम टू भी है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स फ्रीली, यानी हम अपने विचारों को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, उसकी फ्रीडम होना। तो फ्रीडम फ्रॉम और फ्रीडम टू की लाइन भी J.S. मिल के सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग की तरह बहुत ही कम ब्लर है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाना ये आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अब आप उन एग्जामिनर का क्या करेंगे जो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा थिंकर नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है या कौन सा थिंकर पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करता है। इसी नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम की कंफ्यूजन को गैरल्ड मैककलम अपने ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम में, जो 1967 में पब्लिश होता है, क्लियर करते हैं। वो कहते हैं, देखिए अब तक हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम जो बर्लिन ने डेफिनेशन दी है, ये और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। रैदर लिबर्टी एक सिंगल कंसेप्ट है
दो कंसेप्ट्स नहीं होते हैं। वो कहते हैं कैसे, वो कहते हैं हम सारे जितने भी अब तक की लिबर्टी की डेफिनेशन है, चाहे वो किसी भी फिलोसफर ने क्यों ना दी हो, हम उसको एक ही सिंगल लाइन में समझ सकते हैं। जैसे कि वो लाइन ये है जिसमें कह रहे हैं मैकलम, एक्स इज़ फ्री फ्रॉम वाई टू डू जेड, या फिर एक्स फ्री नहीं है वाई से जेड करने के लिए या जेड बनने के लिए। अब इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एक्स का मतलब यहाँ पर है सब्जेक्ट यानी आप, और वाई का मतलब है कांस्टेंट, वो चीज़ जो आपको रोक रही है कुछ करने से। कुछ करने का मतलब है जेड, जेड गोल है जो आप करना चाहते हो। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि शी इज़ फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस टू डू बिजनेस। शी यहाँ पर क्या है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। तो शी का यहाँ पर गोल क्या है, बिजनेस करना। और अगर स्टेट उसको रोकती है वो बिजनेस करने से, तो मतलब है वो इंटरफेयर कर रही है, वो कॉन्स्ट्रेंट है, वो ऑब्स्टेकल है। अब इसी चीज़ को दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि शी इज़ नॉट फ्री। एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी लेते हैं, शी इज़ नॉट फ्री टू इन्जॉय वेकेशन। वो अपनी छुट्टियाँ इन्जॉय करने के लिए फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है, बिकॉज शी लैक्स मनी। तो यहाँ पर मनी क्या हो गया उसके लिए कॉन्स्ट्रेंट। तो पैसे उसे रोक रहे हैं किस चीज़ से, वेकेशन को एंजॉय करने में। अपनी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर सकती अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। तो गैरल्ड मैकलम की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कहा कि लिबर्टी के कंसेप्ट को समझने के लिए, लिबर्टी की चाहे कोई भी डेफिनेशन क्यों ना हो, हम उसको सिंगल लाइन में ही समझ सकते हैं, एक्स वाई जी 3 एलिमेंट लेकर। उम्मीद करता हूं मैकलम की ये बात आपको समझ आई होगी। इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, लिबर्टी के कुछ बोनस फैक्ट्स समझते हैं। जैसे पहला है, 19th सेंचुरी के फिलोसफर बेंजामिन कॉन्स्टेंट 2 तरह की लिबर्टी की बात करते हैं। एक है लिबर्टी ऑफ एशियंस, जिसमें पॉलिटिकल लाइफ में फ्रीली पार्टिसिपेट करने की लिबर्टी की बात की जाती है, और एक है मॉडर्न्स की लिबर्टी, जिसमें गवर्नमेंट की एक्सटेंसिव पावर से फ्रीडम की बात की जा रही है। ज़्यादा फ्रीडम कभी कभी ऑप्रेसिव भी बन सकती है, एक लाइसेंस भी बन सकती है। R.H. टानी का एक फेमस कोट है, द फ्रीडम ऑफ द पाइक इज़ द डेथ टू द मिनोज। लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब है, जब बड़ी मछलियों को आज़ादी दी जाएगी तो वो छोटी मछलियों के लिए मौत का फरमान ही बनेगा। इसका मतलब है जिसके पास ज़्यादा ताकतवर इंसान है वो दूसरों को सप्रेस करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, अगर हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम दे देंगे। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम जो 1962 में पब्लिश होती है बुक मिल्टन फ्रीडमैन की, वो आर्ग्यू करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में, इकोनॉमिक फ्रीडम का आइडिया देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर सिटीज़न को फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए मार्केट प्लेस में। ज़रा सोचकर बताना और कमेंट करके बताना कि आपको कितनी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है जब आप सुपरमार्केट में जाते हो या कहीं बाजार जाते हो कुछ चीज़ें लेने। काउंटर पर जब आप बिल पेमेंट करने जाते हो तो वहाँ पर कुछ चीज़ें रखी होती है ना, जो आप उठा लेते हो और बाय कर लेते हो। क्या वो अपनी चॉइस से आप लेते हो, चॉकलेट्स वगैरह, या फिर आपकी चॉइस को वो मैनिपुलेट करते हैं? तो इसके बारे में ज़रूर बताना। लास्ट बोनस फैक्ट है T.H. ग्रीन का। T.H. ग्रीन को माना जाता है एक फर्स्ट मॉडर्न लिबरल जिन्होंने फ्रीडम की पॉजिटिव कंसेप्शन को एम्ब्रेस किया था, यानी फ्रीडम के पॉजिटिव कंसेप्ट के बारे में ज़्यादा बात की थी, जिसमें वो कहते हैं कि स्टेट को अलाउ करना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज कर सके। जितना ज़्यादा अपने आप को बेहतर कर सकता है उसको आज़ादी होनी चाहिए, और उसके लिए अगर कुछ करना पड़े स्टेट को तो स्टेट को जरूर कुछ करना चाहिए। तो माना जाता है T.H. ग्रीन के इस आइडिया की वजह से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए जो सोर्सेस मैंने यूज़ किए हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हमारा ये क्रैश कोर्स पहुँचे। एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। इक्वालिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इक्वालिटी के कुछ मेजर डिबेट्स को समझना होगा, जिसे फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं, जिसमें फॉर्मल इक्वालिटी को हम समझेंगे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स को समझेंगे, इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स और इन सभी डिबेट्स का क्रिटिसिज्म भी समझेंगे ताकि हमें इक्वालिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। इसी के साथ इक्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनके आइडियाज़ को एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म जो ड्वॉर्किन का आइडिया है वो पूछा जाता है, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी जो अमर्त्य सेन का आइडिया है वो पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के क्वेश्चन बार बार आते हैं, माइकल वाल्जर का आइडिया है वो पूछा जाता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इन सभी आइडियाज़ को मैं बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स लगता है वो आपको इजी लगे। इस वीडियो को हम एंड करेंगे कुछ बोनस फैक्ट्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं इक्वालिटी के मीनिंग के बारे में। इक्वालिटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम सभी लोगों को समान कर दें या इक्वल कर दें।
यानी सभी लोग अमीर बना दे, जहाँ हम सभी लोगों को गरीब बना दे, इक्वल बना दे, उनमें बिल्कुल ही गैप खत्म कर दे। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब होता है वो सोशल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस जो हमारे लिए क्रूशियल है एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, उसको लेवल करना, उसको एक समान करना सबके लिए, वही इक्वालिटी का पर्पस होता है। लेकिन ये सब होगा कैसे? इसीलिए हमें इक्वालिटी की डिबेट्स को समझना होगा, इक्वालिटी की फॉर्म्स को समझना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में। फॉर्मल इक्वालिटी को हम फाउंडेशनल इक्वालिटी भी कहते हैं, यानी इक्वालिटी का कंसेप्ट की शुरुआत ही इसी आइडिया से होती है, जिसे हम फाउंडेशनल इक्वालिटी कहते हैं। ये आइडिया ये कहता है कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो इंसान होने के नाते उनके पास इक्वल राइट्स है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रिविलेज पोजीशन पे नहीं हो सकता सोसाइटी में, कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता, सबके पास जो है इंसान होने के नाते इक्वल राइट्स है। फॉर्मल इक्वालिटी का आइडिया जो है वो 17th एंड 18th सेंचुरी में नेचुरल राइट्स की थ्योरी से डेवलप होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1776 में आती है, उसमें भी ये लिखा जाता है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। सिमिलरली फ्रेंच डिक्लेरेशन में जो 1789 में आती है, उसमें भी कहा जाता है मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। मतलब दोनों में इक्वालिटी की बात की जा रही है, इंसान के इक्वल राइट्स की बात की जा रही है। चाहे मैन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ह्यूमंस ही है। तो फॉर्मल इक्वालिटी का आइडिया ये कहता है कि हमें सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इसलिए फॉर्मल इक्वालिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, कि लॉ जो है सभी पर्सन को इक्वली ट्रीट करे, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात के हो, कोई भी रेस हो, कलर हो, जेंडर हो, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, नहीं करनी चाहिए। ये आइडिया तब डेवलप होता है जब सोसाइटी में हायरार्की पाई जाती है, खासकर फ्यूडल टाइम्स में जब फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, सर्फ होते थे, उनमें हायरार्की पाई जाती है। उनके रैंक्स को चैलेंज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ये आइडिया आता है। इस आइडिया का जो मेन एनिमी है वो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज रही है, यानी कुछ ऐसी क्लास, ऐसा घराना जो लोगों पर राज कर रहा है, उसको चैलेंज किया जा रहा है, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। एज ए इंसान अपने राइट्स की डिमांड की जा रही है, और वो फॉर्मल इक्वालिटी का आइडिया इसी आइडिया से डेवलप होता है। लेकिन फिर भी फॉर्मल इक्वालिटी में कुछ कमियां पाई जाती है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स अपने इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन जो 1844 में पब्लिश होता है, उसमें ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ज्यूइश को अगर हम इक्वल राइट्स या इक्वल सिविल लिबर्टीज़ भी दे दे तो तभी ये उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों मानते हैं कार्ल मार्क्स ऐसा? कार्ल मार्क्स लीगल इक्वालिटी को मार्केट इक्वालिटी या बुर्जुआ इक्वालिटी कहते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्मल इक्वालिटी एक्चुअली में एक्सप्लॉयटेशन के बारे में या एक्सप्लॉयटेशन के इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के इशू को एड्रेस नहीं कर रही है। ये बिल्कुल एक वैसे है कि अगर मान लीजिए कोर्ट में, यानी लीगल इक्वालिटी के लिए आप सबको राइट है कि अपना केस लड़ सकते हैं, और वहाँ जाते हो आप, तो एक गरीब इंसान अच्छे से केस लड़ पाएगा या एक कैपिटलिस्ट क्लास का रिच पर्सन जो है वो अच्छे से केस लड़ पाएगा? वो बढ़िया लॉयर को जो है ज़्यादा फीस देकर हायर कर सकता है, जिसमें वो अपने केस को अपने फेवर में और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि फॉर्मल इक्वालिटी इनइक्वालिटी के इशू को एड्रेस नहीं करती है, एक्सप्लॉयटेशन के इशू को एड्रेस नहीं करती है, बस राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ देने की बात करती है किताबों में। इंस्टेड कार्ल मार्क्स एडवोकेट करते हैं कि ह्यूमन को इमेंसिपेट करने की ज़रूरत है। ये जो क्लास ऑप्रेशन हो रहा है उनके साथ, इससे बाहर निकालने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए वो फॉर्मल इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते। सिमिलरली जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो भी मानते हैं फॉर्मल इक्वालिटी इनएडिक्वेट है, क्योंकि फॉर्मल इक्वालिटी का कंसेप्ट पब्लिक लाइफ पर एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट लाइफ को, फैमिली की लाइफ को तो इग्नोर करता है। फैमिली में जो पैट्रियार्की पाई जाती है, जिसकी वजह से वुमेन को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो चीज़ के बारे में, उन इश्यूज़ के बारे में तो एड्रेस ही नहीं कर रहा। फैमिली में इक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अगर वो जॉब करना चाहती है कहीं आउटसाइड, तो उसके लिए कितनी सारी मुश्किल है। कौन ज़्यादा आसानी से जो है वो जॉब कर सकता है, उस घर के मेल मेंबर या फीमेल मेंबर? ऑफ कोर्स मेल मेंबर कर सकते हैं, फीमेल मेंबर कैसे कर पाएंगे? तो यही चीज़ रेडिकल फेमिनिज्म चैलेंज करती है। अब हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आइडिया। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आइडिया काफ़ी सिंपल है, जिसमें वो ये कहते हैं कि सबको अपना टैलेंट दिखाने के लिए चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हों, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनको चांस देना चाहिए
कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। टैलेंट दिखाने का मतलब है अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें जो है उनकी लाइफ में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑब्स्टेकल बनते हैं, उनको किसी तरह से रिमूव करना होगा। अगर कोई गरीब परिवार से आ रहा है, अगर कोई वहाँ से आ रहा है जहाँ पर उसका घर ही नहीं है, हो सकता है उसके पेरेंट्स या वो खुद अनएम्प्लॉयड हो, हमें सब इन मुश्किलों को ध्यान में रखना होगा, और ताकि वो इन मुश्किलों से ऊपर उठकर अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सके, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके, इसलिए हमें इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना होगा। हालांकि एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नेचुरल इनइक्वालिटीज़ में बिलीव करती है। वो ये मानते हैं कि अगर कोई अपने टैलेंट के बेस पर, स्किल के बेस पर, हार्डवर्क के बेस पर कोई ज़्यादा ग्रो कर जाता है दूसरे इंडिविजुअल से, तो उसका ये ग्रो करना जो है मुबारक है, ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है, इसको हम गलत नहीं मानते हैं। इसलिए कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का आइडिया एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहता है। मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं मेरिटोक्रेसी, जहाँ पर मेरिट बेस, टैलेंट बेस जो है लोगों के सफलता के पैमाने माने जाएंगे। और मेरिटोक्रेसी टर्म माइकल यंग ने कॉइन की थी 1958 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता होता है, इसको नोट कर लेना ध्यान से। सो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कहना चाहती है कि जो करियर्स है वो टैलेंट के बेस पर होने चाहिए। आपकी जो प्रमोशन है ज़िंदगी में कहीं पर भी, वो एबिलिटी के बेस में होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, जैसे कि इसका पहला क्रिटिसाइज को ये किया जाता है कि अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो उसमें स्टेट इंटरवेंशन बहुत बढ़ जाएगी। आपकी सोशल लाइफ में और आपकी पॉलिटिकल लाइफ में स्टेट इंटरवेंशन काफ़ी बढ़ जाएगी। कैसे? फैमिली मानते हैं कि जो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के कंसेप्ट को डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि कुछ फैमिली में, जैसे कि किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, उनके पास अच्छी वेल्थ है, तो वो अपने बच्चे की ग्रोथ में, उसकी एजुकेशन में बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका बच्चा जो है बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकता है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहेगी कि ये आइडिया एक तरह से फेयर आइडिया नहीं है। अगर हम इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के एक्सट्रीम साइड पे जाने की कोशिश करेंगे, तो हम ये कहेंगे फैमिली की जो प्रिविलेजेस मिलती है, जैसे इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ, हम इसको बैन कर देंगे। हम फैमिली लाइफ को रेगुलेट करेंगे ताकि ऐसी चीज़ें हो ही ना, सबको इक्वल चांसेस मिले। लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चों को जो देना चाहते हैं, जो स्पोर्टिव माहौल देना चाहते हैं, उनको ये सब करने से रोका जाए किसी तरह से। ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के आइडिया को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से ही अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का आइडिया निकल कर आता है। अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को हम इंडिया में रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। इस आइडिया का मतलब ये होता है कि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, उसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाएं, ठीक है, उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाएं आम लोगों के मुकाबले, ताकि वो जो है वो भी आगे आ सके। जो पहले अंडर प्रिविलेज थे वो भी अपने आप की सिचुएशन में बेटरमेंट लेकर आ सके। इसलिए ये जो है अफर्मेटिव एक्शन का या रिजर्वेशन का आइडिया आता है। लेकिन इस आइडिया के साथ भी प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज लोगों को हम जब स्पेशल राइट्स देने की बात करते हैं, तो दूसरे इंडिविजुअल्स के इक्वल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत टैलेंटेड है, अच्छे मार्क्स लेकर आया, हो सकता है उसको यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स की वजह से भी एडमिशन ना मिले, सीट्स कम वजह की होने से, लेकिन जिनके कम मार्क्स आ रखे हैं उनको रिजर्वेशन की वजह से वो सीट मिल जाए और उसको ना मिले। तो ये कुछ स्कॉलर मानते हैं उस होनहार टैलेंटेड बच्चे के साथ ये बिल्कुल इनजस्टिस होगा। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को वैसे भी R.H. टैनी टैडपोल फिलॉसफी कहते हैं। टैडपोल फिलॉसफी इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं उसे टैडपोल कहते हैं। उनमें से बहुत सारे सर्वाइव नहीं कर पाते और बहुत सारे सर्वाइव कर जाते हैं और आगे चलकर वो मेंढक बनते हैं। सिमिलरली R.H. टैनी कहते हैं मार्केट में भी ऐसे ही आप इंडिविजुअल को छोड़ रहे हो सकता है कुछ सर्वाइव कर जाए, हो सकता है कुछ सर्वाइव ना कर पाए, कुछ फेल हो जाए। हम इक्वल चांसेस के चक्कर में सभी इंडिविजुअल को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का आइडिया। यह सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आइडिया है इक्वालिटी में अब तक का। इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को लेकर आना चाहता है बड़े लेवल पर। जे रूसो भी ये आइडिया को प्रपोज करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी सिटीज़न इतना ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को खरीद सके, और कोई भी इतना ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए कि उसे फोर्स करना पड़े अपनी लेबर को, अपने आप को बेचने में। तो ये चीज़ को लेकर
ऐसी इनइक्वालिटी को लेकर जे रूसो जो है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का आइडिया प्रपोज करते हैं। वो चाहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव इनइक्वालिटीज़ है, यानी जो हमारे समाज में रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, इस हद तक किया जाए ताकि जो इनइक्वालिटीज़ है वो मिनिमाइज़ की जाए, मैक्सिमम लेवल पर मिनिमाइज़ की जाए। सो इक्वालिटी ऑफ आउटकम का आइडिया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से हटकर है। अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहता है कि सबको मौका मिलना चाहिए कि वो ज़िंदगी की रेस एक साथ शुरू करें, इक्वालिटी ऑफ आउटकम कहता है रेस कैसे शुरू करें ये मैटर नहीं करता, रेस एक साथ ख़त्म होनी चाहिए, यानी उनके रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए कि कोई इतना ज़्यादा अमीर बन गया कि उसके पास सब कुछ है और कोई इतना ज़्यादा गरीब रह गया कि वो रोज़ की रोटी के लिए भी दर दर भटक रहा है। सो इसीलिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम के आइडिया से एक प्रिंसिपल निकल कर आता है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, जिसमें अमीरों को टैक्स लगाया जाएगा और गरीबों को किसी तरह से वेलफेयर पॉलिसीज़ में वो पैसा पहुंचाया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ आउटकम के आइडिया को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं कि इस आइडिया की वजह से सोसाइटी में स्टैग्नेशन आ जाएगी, इनजस्टिस होगा, टिरनी होगा, खासकर उन लोगों के साथ जो अपने टैलेंट और हार्डवर्क के बेस पर पैसे कमाते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं, और हम बाद में उनको कहते हैं कि आपको जो है अपने वेल्थ का कुछ हिस्सा हमें देना होगा ताकि हम गरीबों में उसको बांट सके। कहते हैं ये आइडिया की वजह से जो लोग मेहनत करके काम करना चाहते हैं, जिनमें डिज़ायर्स होती है, एस्पिरेशंस होती है, हम उनमें कैप लगा रहे हैं। सो दुनिया में प्रोग्रेस के चांसेस जो है कम होते जाएंगे। अगर किसी को पता चला कि मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है मेरा वेल्थ का कुछ हिस्सा जो है वो कहीं और चला जाएगा, तो उनकी एस्पिरेशन में पानी फिरता है। इसलिए भी इक्वालिटी ऑफ आउटकम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इसमें यह भी कहा जाता है कि आप समाज में, सोसाइटी में आलस प्रमोट कर रहे हो। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जब सख्त मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो इस बेसिस पर भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसको। अब हम कुछ मेजर थिंकर के इक्वालिटी को लेकर आइडिया समझते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का आइडिया, जिसे हम रिसोर्स इगैलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। इसके मेन थिंकर्स वैसे जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डवर्किन या एरिक रकोस्की है, लेकिन इस वीडियो में हम रोनाल्ड डवर्किन के आइडिया को कवर करेंगे। डवर्किन अपने एक ऐसे व्हाट इज़ इक्वालिटी जो 1981 में पब्लिश होता है, उसमें वो ये कहते हैं कि हम इक्वली रिसोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके दो प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस होगा जिसे वो कहते हैं एम्बिशियस सेंसिटिव ऑक्शन, और दूसरा जिसे वो इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। अब ये प्रोसेस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये होगा कैसे, इसी चीज़ को समझाने के लिए रोनाल्ड डवर्किन एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें खुद भी बहुत पसंद है। तो अपने फिलोसफिकल फिक्शन में बताते हैं कि मान लीजिए कुछ लोग जो है एक शिप में जा रहे थे, शिप टूट जाती है और वो लोग किसी आइलैंड पे जाकर फंस जाते हैं, और वहाँ पर उस आइलैंड में जाकर वो ये पाते हैं कि कोई भी ओरिजिनल इनहेबिटेंट वहाँ पर नहीं है और कोई लोग भी नहीं रह रहा, सिर्फ हम ही हैं जो शिप से आए हैं, और बहुत सारे यहाँ आइलैंड में अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब तक हम इस आइलैंड में हैं। तो डवर्किन कहते हैं वो क्या करते हैं, अपने में से एक बंदा चुनते हैं जिसको वो कहते हैं कि तू इक्वली रिसोर्सेज को बांट किसी तरह से। तो वो बंदा उनके लिए क्या डिसाइड करता है कि वहाँ पर जो क्लैम शेल पड़े होते हैं, जिसे सिप्पी कहते हैं, वो सबको 100 क्लैम शेल दे देता है कि आप जो है 100 क्लैम शेल जो है वो रख लीजिए, उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज बांटेंगे। तो अब जिसको कुछ चाहिए, जैसे कि किसी को लैंड चाहिए, किसी को बीच चाहिए, तो उसके हिसाब से वो पैसे पे करेगा, जब बोली लगाएगा, बिडिंग करेगा। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, एम्बिशियस के हिसाब से कुछ लोग जो है एग्रीकल्चर लैंड खरीदना पसंद करेंगे, किसी को बीचेस पसंद है वो बीच पे अपना बिजनेस खोलेगा, किसी को डेयरी फार्मिंग पसंद है वो उसके लिए बिडिंग करेगा, उसके लिए ऑक्शन लगाएगा, उसके लिए वो जो है क्लैम शेल यानी पैसे देगा। अब डवर्किन कहते हैं कि ये रिसोर्सेज को इक्वली हम बांट पाएँ या नहीं, उसके लिए पास करना होगा एक एनवी टेस्ट। एनवी टेस्ट का मतलब क्या है? एनवी टेस्ट में डवर्किन सिंपली ये कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे तब तक कि इक्वली हमने रिसोर्सेज को बांट दिया, जब तक कोई ना कोई इंसान ये कह दे कि मुझे उसके रिसोर्सेज में से कुछ हिस्सा चाहिए। जब तक फुली सेटिस्फाइड ना हो जाए लोग कि हमें जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो दूसरे की रिसोर्सेज में किसी भी तरह का कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने एनवी टेस्ट को मीट कर लिया है। ये डवर्किन हमें समझाना चाहते हैं। लेकिन डवर्किन से जब पूछा जाता है कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि सारे जो आइलैंड पे लोग पाए जाएंगे वो इक्वली टैलेंट नहीं हो सकते। कुछ लोग वहाँ पर फिजिकली चैलेंज भी तो हो सकते हैं, डिसेबल्ड भी तो हो सकते हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? तो डवर्किन कहते हैं उनके लिए हम इंश्योरेंस सेंसिटिव स्कीम लेकर आएंगे। इंश्योरेंस सेंसिटिव स्कीम में ये होगा कि कुछ फिजिकल चैलेंज पर्सन के कुछ स्पेशल नीड्स रही होंगी, ठीक है। अगर हम उन्हें 100 क्लैम शेल दे भी देंगे तो उसमें क्या होगा, दूसरे लोगों के मुकाबले
तो वो कम ही वेल ऑफ हो गए, क्योंकि 100 क्लैम शेल्स जो वो सिप्पी यूज़ करेंगे उसमें कुछ वो हो सकता है डॉक्टरी इलाज के लिए खर्चा देना पड़े, अपनी व्हील चेयर के लिए खर्चा देना पड़े, दवाई के लिए उन्हें खर्चा देना पड़े। तो इसलिए क्या हुआ, वो दूसरे लोगों के मुकाबले इक्वल नहीं हो पाएंगे, कुछ अनइक्वल सर्कमस्टांसेस उनके लिए क्रिएट हो जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ड्वर्किन कहते हैं इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। हम ऐसे ब्रूट लक को या बदकिस्मती को ख़त्म करने के लिए क्या कहेंगे कि रिसोर्सेज बांटने से पहले हम सब लोगों को कहेंगे कि आपको 25 क्लैम शेल जो है अलग से रखने पड़ेंगे, ताकि उनको हम यूज़ कर सके इन डिसएडवांटेज पर्सन की इंश्योरेंस के लिए, ताकि इनको जो है इक्वल सर्कमस्टांसेस मिल सके, इनको जो है बेनिफिट मिल सके। और ऐसा रियल वर्ल्ड में किया भी जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू यही तो किया जाता है कि टैक्स लगाया जाता है जो वेल ऑफ पर्सन है, ताकि जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है उनके लिए पॉलिसी, स्कीम्स, हॉस्पिटल, स्पेशल स्कूल जो है ऐसी चीज़ें खोली जाए। तो इसे इंश्योरेंस सेंसिटिव स्कीम कहते हैं। तो बेसिकली इन आइडिया से हमें ड्वर्किन ये समझाते हैं कि हम रिसोर्सेज को किस वे में बांट सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सी मुश्किलें आ सकती है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वो अपने एक फिलोसफिकल फिक्शन इस कहानी से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम समझते हैं इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी का आइडिया। अमर्त्य सेन आते हैं जो अपनी बुक इन इक्वालिटी री एग्जामिन्स जो 1992 में पब्लिश होती है, वो कहते हैं रिसोर्सेज को इक्वल करने की मत सोचो, कैपेबिलिटी को इक्वल करने की सोचो। कैपेबिलिटी को इक्वल क्यों करना चाहते हैं? पहले तो समझिए कि कैपेबिलिटी का मतलब क्या है। कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें कुछ करने की हमारे में क्षमता होना, किसी चीज़ को, किसी काम को करने की हमारे पर क्षमता होना। जैसे कि लिटरेसी एक कैपेबिलिटी है और उसकी वजह से हम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, ये है फंक्शन, ये है क्षमता जो हमारे पास आती है कुछ भी करने की। तो इसी कैपेबिलिटी को अमर्त्य सेन चाहते हैं इंक्रीज किया जाए। मान लीजिए इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसा समाज बिल्ड करेगा? वो इस तरह की सोसाइटी बनाएंगे कि जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हैं वहाँ पर बुक्स मुहैया करा दी, वहाँ पर एजुकेशन सर्विस दे दी, टीचर लगा दिया, स्कूल खोल दिया, ये इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज करेगी। लेकिन अमर्त्य सेन कहेंगे कि महज यही नहीं करना, आपको इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी को भी देखना होगा। इसका मतलब है आपको ये फोकस करना होगा कि जहाँ पर आपने बुक्स या एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, क्या वहाँ पर लिटरेसी रेट एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है? नहीं, लोगों में सच में पढ़ने लिखने की क्षमता आई है या नहीं? हमें कैपेबिलिटीज़ पर फोकस करना होगा, ज़्यादा रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना होगा। ये अमर्त्य सेन की अप्रोच इक्वालिटी को लेकर कहती है। अब हम तीसरे थिंकर का आइडिया समझते हैं जिसे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कहते हैं। यह आइडिया दिया था माइकल वाल्जर ने अपनी बुक स्फीयर ऑफ जस्टिस जो 1983 में पब्लिश होती है। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आइडिया में वाल्जर हमें ये बताते हैं कि जो सोशल गुड्स होती है समाज में, राइट्स हो गए, हेल्थ होगी, वेल्थ होगी, एजुकेशन, जिसको हम इक्वली बांटने की कोशिश करना चाहते हैं, ये हर समाज में इसके मायने अलग होते हैं, इसके मीनिंग ही अलग होते हैं। जैसे कि चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मानते हैं, एक फैमिली ने चाइल्ड को बड़ा करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर सोसाइटी में ये आइडिया हो। कुछ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चाइल्ड को बिना फैमिली के ही रेस किया जा सकता है, फोस्टर होम्स में किया जा सकता है। तो वाल्जर ये आइडिया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जब सोशल गुड्स के मीनिंग ही डिफरेंट है तो उनको एक ही प्रिंसिपल से या एक ही आइडिया से उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। उसके प्रिंसिपल्स डिफरेंट होंगे, उसके सफ़ेयर डिफरेंट होंगे, तो उसके प्रिंसिपल अलग अलग होंगे, उसको बांटने के तरीके भी जो है अलग अलग होंगे। ये हमें कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आइडिया में समझाना चाहते हैं। इसको ध्यान से अब समझने की कोशिश कीजिए। ड्वर्किन कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और आप उन पैसों से कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, जितने पैसे हैं उस हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। आप खरीदो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास पैसे है, आपका अपना कमाया हुआ पैसा है जो मेहनत से कमाया गया। अगर मान लीजिए आपने किसी पॉलिटिकल पोजीशन पर जाना है तो आपको उसके लिए लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी, लोगों के वोट्स चाहिए होंगे, और आप उन वोट्स के बेसिस पर कोई पॉलिटिकल पोजीशन हासिल कर लेते हो, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। मान लीजिए आपने कोई एजुकेशन डिग्री लेनी है, वो मेरिट के बेस पर आप हासिल कर लेते हो, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आइडिया में वाल्जर कहते हैं जब एक स्फीयर का इन्फ्लुएंस दूसरे स्फीयर पे जाता है तो वो गलत होता है। अब वो कैसे? मान लीजिए पैसे से आप कॉमोडिटी खरीद लिए, यहाँ पर वाल्जर को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही पैसों से आप वोट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो वाल्जर कहते हैं ये गलत होगा। सिमिलरली उसी पैसों के साथ आप एजुकेशन को बाय कर रहे हैं, डिग्रीज को खरीद रहे हैं, तो वो भी गलत होगा, क्योंकि एजुकेशन मेरिट के बेस पर मिलनी चाहिए। तो वाल्जर ये कहते हैं कि स्टेट को यहाँ पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। यानी मनी से आप कॉमोडिटी बाय कर सकते हो, ना कि पॉलिटिकल पावर, ना ही एजुकेशन डिग्री। ये दूसरे स्फीयर में जो है इनजस्टिस हो गई, यहाँ पर ब्लॉक्ड करने की ज़रूरत है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक्ड एक्सचेंज कहते हैं, कि एक स्फीयर का इन्फ्लुएंस दूसरे स्फीयर पर ना जाए।
ताकि हर स्फेयर की एक लिमिट हो और दूसरे स्फेयर को जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ये वाल्जर हमें समझाना चाहते हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के कुछ प्रिंसिपल वाल्जर हमें समझाते हैं कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में स्टेट का काम है ऐसे जस्टिस के स्फेयर को मेंटेन रखा, इस बाउंड्रीज को जो है मेंटेन रखा जाए स्टेट के द्वारा। कोई भी इतनी डोमिनेंट पोजीशन पे ना हो कि वो दूसरे स्फेयर ऑफ जस्टिस में इन्फ्लुएंस कर सके। मान लीजिए किसी के पास बहुत सारी पॉलिटिकल पावर है, तो हो सकता है वो बिजनेस में इंटरफेयर कर सके, वो अपनी मनी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को जो है स्टेट को किसी तरह से रोकना होगा। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया सोसाइटी में बिल्कुल इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं लेकर आना चाहता। वो ये नहीं कहता कि सबके पास इक्वल रिसोर्सेस होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया सिर्फ यही करता है कि कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए कि वो एक सोशल गुड्स को इतना ज़्यादा मोनोपलाइज कर ले, मतलब कह लो इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, इतना ज़्यादा वेल्थ उसने गेन कर लिया, अब उससे वो कुछ भी बाय कर रहा है। वो उससे एजुकेशन डिग्री ले जा सकता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कोई भी पॉलिटिकल पोजीशन को बाय कर सकता है। ऐसी चीज़ें ना हो, कोई मोनोपलाइज ना कर दे सोशल गुड्स को। इसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी रोकना चाहती है। अब लास्ट में हम कुछ बोनस फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले आइडिया आता है अलेक्सिस द टॉकविले का, जो डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में अपना वर्क लेते हैं और उसमें कहते हैं कि इक्वालिटी जो है वो इनएविटेबल है, इररेजिस्टिबल है। दुनिया में इक्वालिटी आए ही आएगी, ये लिखा गया है, ये तय है, ये इनएविटेबल है। ये वो मानते थे इक्वालिटी में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कहता है इक्वालिटी इनएविटेबल है, तो अलेक्सिस द टॉकविले कहते हैं। अरिस्टोटल अपनी बुक पॉलिटिक्स में जस्टिफाइज करते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी को। वो मानते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटी पाई जाती है, और अगर पाई भी जाती है वो कहते हैं ठीक है, अगर कोई रूल कर रहा है अपने टैलेंट की वजह से, ठीक है, अपने एबिलिटी की वजह से, अपने स्किल की वजह से, तो वो ठीक कर रहा है। अगर मास्टर एंड स्लेव में डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो ये ठीक पाई जाती है इनइक्वालिटी। ऐसी इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल इनइक्वालिटी है, क्योंकि नेचर ही है जो किसी को ज़्यादा क्षमता देती है, ज़्यादा टैलेंट देती है, ज़्यादा स्किल देती है, ज़्यादा दिमाग देती है, ज़्यादा इंटेलेक्ट देती है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में उसकी पोजीशन अच्छी हो सकती है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हालांकि वो सिटीजन के लिए एक लीगल इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी रिकमेंड करते हैं, जिसका आइडिया हमने पीछे समझा है। रूजो सिमिलरली डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये उनका मेन वर्क है, जिसको सेकंड डिस्कोर्स भी कहा जाता है, 1755 में पब्लिश होता है। उसमें दो तरह की इनइक्वालिटी को वो डिफाइन करते हैं। पहली वो जिसे वो कहते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी वो है जो आपकी एज को लेकर, जेंडर को लेकर, कलर को लेकर, रेस को लेकर, ये सारी इक्वालिटी जो है नेचुरल इनइक्वालिटी है, जिसको हम बदल नहीं सकते। ये नेचर के द्वारा जो है हमें दी जाती है। और कुछ होती है कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जो मैन मेड इनइक्वालिटी है, उसको वो कहते हैं कन्वेंशनल इनइक्वालिटी, जिसको हम बदल सकते हैं। जैसे रूजो मानते हैं अगर सोसाइटी में अमीर और गरीब में फ़र्क है तो ये मैन मेड इनइक्वालिटी है, हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं, ये अल्टरेबल है, इसको बदला जा सकता है। सो मैन मेड इनइक्वालिटी को हम जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो वैसे की वैसे रहेगी, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने के लिए जो सोर्सेज को मैंने यूज़ किया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपने इक्वालिटी के कंसेप्ट में कुछ नया सीखा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो मैं आज आपको अपनी दुनिया घुमाता हूँ। हाँ, अपनी इंसानों की दुनिया। इसी दुनिया में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अपने एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते और भूख के मारे मर जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महंगे रेस्टोरेंट में लजीज पकवान खा सकते हैं, पेट भर खा सकते हैं और कुछ खाना वेस्ट भी कर सकते हैं। इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको चैन की नींद सोने के लिए छत या घर भी नसीब नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले करोड़ों के घर में चैन से रहते हैं। तो इस दुनिया में इतनी इनइक्वालिटी है कि आम इंसान को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। इसीलिए जो फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, हमें समझाते हैं कि इन इनइक्वालिटी को डील करने के लिए हमें जस्टिस के कंसेप्ट को समझना होगा। और इसी कंसेप्ट को समझने के लिए आज इस वीडियो में हम जस्टिस की टाइप्स, जॉन रॉल्स की थ्योरी जस्टिस की क्या कहती है, उसको नॉजिक कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी एंटाइटलमेंट की थ्योरी क्या है नॉजिक की, कम्युनिटेरियन और फेमिनिस्ट जॉन रॉल्स की थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, और लास्ट में हम समझेंगे कुछ हमारे प्यारे से बोनस फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जस्टिस के कंसेप्ट को। लेमन लैंग्वेज में जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, राइटनेस, या वो चीज़ जो मॉरली करेक्ट है।
यानी निष्पक्ष होकर नैतिकता के आधार पर कुछ आप करते हो तो वो जस्टिस है। कहाँ जस्टिस हो रही है, कहाँ इनजस्टिस हो रही है, ये हमारा इंट्यूटिव माइंड हमें बता देता है। अब जैसे कि अगर सबको बोलने का मौका दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को बोलने का मौका ना दिया जाए तो वहाँ पर आप कहोगे कि इनजस्टिस हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई किसी का कत्ल कर देता है तो जिसने कत्ल किया है अगर उसे किसी तरह की सज़ा दी जाती है तो आप कहेंगे वहाँ पर जस्टिस हुई है। लेकिन ये जो जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है इसको आप लीगल जस्टिस कह सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम इस चीज़ के बारे में नहीं, हम बात करते हैं रिसोर्सेज को किस तरह से बांटा जाए कि समाज में जस्टिस हो। तो इसको बांटने के दो तरीके देखे जाते हैं। एक को कहते हैं प्रोसीजरल जस्टिस और दूसरे को कहते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है कि हमने जो रिसोर्सेज को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल, कुछ नियम, कुछ प्रोसीजर डिफाइन करने होंगे। अगर उस प्रोसीजर के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम जस्टिस कर रहे हैं सोसाइटी में। अब जैसे कि नियम बन रखा है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको टैक्स लगेगा, उस टैक्स इनकम से वेलफेयर पॉलिसीज़ बनेगी, ये एक प्रोसीजर बन रखा है। अगर कोई इसको फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो जस्टिस कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सब्सटेंटिव जस्टिस कहती है प्रोसीजर इतने मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रोसीजर सेकेंडरी है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, प्रोसीजर को, रूल्स को बदल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, प्रोसीजर को नहीं देखना। इन शॉर्ट प्रोसीजरल जस्टिस बात करता है कि रिसोर्सेज कैसे बांटे जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और सब्सटेंटिव जस्टिस बात करता है कौन से रिसोर्सेज बांटे जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है देखना। तो इन रिसोर्सेज को बांटना कैसे चाहिए, कौन सा मेथड होना चाहिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जिसको जस्टिस एज फेयरनेस कहते हैं। जॉन रॉल्स इस थ्योरी को देते हैं अपनी बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो 1971 में पब्लिश होती है। इस थ्योरी का बेसिक प्रेमाइसिस ये है कि ये थ्योरी मानती है कि एक अच्छे समाज में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, बहुत सारे वर्चूज़ होते हैं, लेकिन जस्टिस उस समाज में एक पहली क्वालिटी होती है, फर्स्ट वर्च्यू होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और एक गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज बिल्ड करने के लिए, उसमें जस्टिस लेकर आने के लिए ज़रूरी है कि हम जो प्राइमरी गुड्स है समाज की उसकी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। अगर हम जॉन रॉल्स से पूछे प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, तो जॉन रॉल्स कहते हैं प्राइमरी गुड्स का मतलब है जैसे कि राइट्स एंड लिबर्टीज़ होती है समाज में, हमें पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इनकम एंड वेल्थ को ले लीजिए, और मीन्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए चाहिए, वो प्राइमरी गुड्स है। इसके बिना इंसान अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो इन्हीं प्राइमरी गुड्स को किस तरह से बांटा जाए, अगर वो हम प्रोसीजर ढूंढ ले, वो प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लें कि किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए समाज में, वो कौन सा मेथड होना चाहिए। अगर हमने वो मेथड ढूंढ लिया और उसके बेसिस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ये प्राइमरी गुड्स, तो हम एक्चुअल में समाज में जस्टिस लेकर आएंगे। ये थ्योरी का बेसिक प्रेमाइसिस है। अब सवाल ये पैदा होता है वो प्रिंसिपल फाइंड आउट कैसे किए जाए और कौन करेगा उन्हें। क्या उन्हें वो अमीर फाइंड आउट करेगा जो ये कहेगा कि मैं जितनी दौलत कमा रहा हूँ, जो भी इनकम है वो मेरी अपनी है, इसको बिल्कुल भी टैक्स ना लगाकर गरीबों को दिया जाए, या फिर गरीब फाइंड आउट करेंगे जो ये कहेंगे कि रिच को टैक्स लगना चाहिए ताकि हमारी भलाई हो सके, हमें फ्री एजुकेशन मिल सके, अच्छी स्कूलिंग मिल सके, अच्छे जो है हॉस्पिटल मिल सके। इस तरह के प्रिंसिपल बनाने चाहिए। या फिर मैन और वुमेन में से कोई जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन करेगा। मैन तो यही कहेगा ना, जो मुझे अपनी फादर की प्रॉपर्टी मिल रही है ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। लेकिन वुमेन कहेगी कि ऐसा प्रिंसिपल, ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए, मुझे भी प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा मिलना चाहिए, जब मुझे भी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी लोग बेसिकली अपने अपने इंटरेस्ट को देखकर हुए जस्टिस के प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहे हैं। ये अपने इंटरेस्ट को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि इनको अपनी सोसाइटी में पोजीशन पता है। अमीर को पता है वो अमीर है, गरीब को पता है वो गरीब है, मैन को पता है वो आदमी है, वुमेन को पता है वो वुमेन है। जॉन रॉस कहते हैं ऐसे हम कभी भी जस्टिस के प्रिंसिपल को सही तरीके से नहीं ढूंढ पाए, सब अपने मतलब के ही प्रिंसिपल ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए हम एक चीज़ करते हैं, हम ये करते हैं इन सभी लोगों की पोजीशन और आइडेंटिटी ही ख़त्म कर देते हैं। उसको जॉन रॉल्स कहते हैं, हम इनको ओरिजिनल पोजीशन पर ले आते हैं। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, हम कुछ लोग चुनते हैं जो जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इन लोग को अपने जेंडर, रेस, इंटरेस्ट, स्किल्स के बारे में, इनकी सोसाइटी में
कौन सी क्लास में पोजीशन है, कौन सी इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में इनके बिल्कुल भी पता नहीं होगा। इन शॉर्ट अपनी सोसाइटी में ये कहाँ पर लाई करते हैं, अमीर है गरीब है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता होगा, इनको अपनी पोजीशन नहीं पता होगा। तो जॉन रॉल्स कहते हैं इनको हम वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखेंगे, यानी एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे, जहाँ पर इनको नहीं पता कि इनकी समाज में क्या पोजीशन हो सकती है। अगर वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे वो इन पे ही लागू होने जा रहे हैं, इनको अपनी समाज में पोजीशन नहीं पता। हाँ, लेकिन इनको इकोनॉमिक्स की, ह्यूमन साइकोलॉजी की, जस्टिस के बारे में इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे केस में इनको कहते हैं कि आप सोचिए कि समाज में कैसे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता समाज में आपकी पोजीशन क्या है, क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का जो पर्दा है वो इन पे डल रखा है, इनको पोजीशन के बारे में नहीं पता। जब ये प्रिंसिपल चूज कर लेंगे ना, फिर हम पर्दा उठा देंगे और इनको बताएंगे आपकी पोजीशन क्या है। हम कहेंगे किसी को कि आप जो है फिजिकली चैलेंज पर्सन हो, या फिर हम बताएंगे कि आप एक अमीर पोजीशन पर हो, और जहाँ फिर हो सकता है वो गरीब पोजीशन पे भी आ सकता है, और इनमें से आ सकता है जो ओल्ड एज भी हो। तो ऐसे केसेस में ये हमेशा ही उस तरह के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे जिसमें इनका इंटरेस्ट प्रमोट हो, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस मिले। अगर वो ऐसी पोजीशन पर आकर जहाँ पर वो फिजिकली चैलेंज है, गरीब है, तो रिसोर्सेस मिलने चाहिए। ऐसे लोग जो है जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब इनको मैक्सिमाइज क्यों करना पड़ रहा है अपने इंटरेस्ट को, वो चीज़ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसको मैक्सिमम प्रिंसिपल कहते हैं जॉन रॉल्स के द्वारा। ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है जो दी जाती है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक बेकरी में केक लेने के लिए जाते हैं, एक का नाम है कार्तिक और दूसरे का नाम है अमित। लेकिन ये बेकरी में लास्ट केक बचा है, इन दोनों को बहुत भूख लग रही है और केक भी इनका फेवरेट फ्लेवर का है, मुंह में इनके पानी आ रहा है, और ये दोनों ही चाहते हैं कि केक का मैक्सिमम हिस्सा जो है हमें मिल जाए खाने को। तो कार्तिक अमित को कहता है कि केक तू काट। तो अपने हिसाब से जिस तरह से केक काटना चाहता है काट ले, ठीक है, जिससे भी डिवाइड करना चाहता है कर ले, लेकिन शर्त यह है कि केक तू काटेगा और सबसे पहले मुझे मौका दिया जाएगा केक के पीस को उठाने का। वो केक का पीस बड़ा भी हो सकता है, मैं उसे उठाकर लेकर जा सकता हूँ। तो यहाँ पर अमित को सोचना पड़ेगा कि वो केक को किस तरह से काटे जहाँ पर उसको भी केक का मैक्सिमम हिस्सा खाने को मिल जाए। तो अमित अगर अपना थोड़ा सा भी दिमाग चलाएगा तो उसके पास एक ही मेथड बचेगा, वो ये है कि वो केक को बीच में से इक्वली डिवाइड कर देगा। अब कार्तिक चाहे कोई भी हिस्सा उठा ले, अमित जो होगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसको भी उतना ही केक मिलेगा जितना कार्तिक को मिल रहा है। तो जॉन रॉल्स इस एग्जाम्पल से हमें ये समझाते हैं कि अगर आप भी अमित की जगह होते तो आप भी यही करते, आप अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करते। अगर आपको ऐसी पोजीशन पर रखा जाता है यानी जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, आप लीस्ट वेल ऑफ पोजीशन पर हो, तो आप इस तरह से ही रिसोर्स को डिवाइड करते, केक को डिवाइड करते। तो इस ओरिजिनल पोजीशन की कंडीशन में जहां पर लोग अपने आप को लीस्ट वेल ऑफ पाते हैं, वो किस तरह के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे? जॉन रॉल्स कहते हैं वो दो मेन जस्टिस के प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, जिनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल होगा जिसे वो कहते हैं इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, जिसमें वो चाहेंगे कि सबको एक समान जो है वो लिबर्टी दी जाए, बेसिक लिबर्टीज एक समान दी जाए। और दूसरा प्रिंसिपल होगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि समाज में, सोसाइटी में अगर सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अलाउ भी की जाती है तो वो दो कंडीशन पे की जाए। पहली कंडीशन ये है जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है, जैसे फिजिकली चैलेंज है, कोई गरीब है, उनको इस इनइक्वालिटी से कोई बेनिफिट हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि इनइक्वालिटीज तभी अलाउ की जाएंगी जब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सबको एक समान मौके दे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपनी चॉइसेस को बनाने के लिए। आप इस बात का ध्यान रखना, ये दो प्रिंसिपल है, जो सेकंड प्रिंसिपल है उसके विद इन टू प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो ये बेसिकली मोटे मोटे दो ही प्रिंसिपल है। जॉन रॉल्स कहते हैं हमने इन प्रिंसिपल को लेक्सिकल ऑर्डर में जो है लगाना है। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा, फिर सेकंड पर आएगा 2B प्रिंसिपल जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा जिसे 2A प्रिंसिपल कहते हैं। इसको इसी ऑर्डर में हमें मानना होगा। इसी ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले लिबर्टी वाला, फिर अपॉर्चुनिटी वाला, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा। इन प्रिंसिपल को इस ऑर्डर में इसलिए लगाना है क्योंकि लिबर्टी सबसे पहला प्रिंसिपल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की वजह से। सिमिलरली इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल को हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते डिफरेंस प्रिंसिपल के लिए। तो इन प्रिंसिपल को इसी लेक्सिकल ऑर्डर में चलाना पड़ेगा। तो चलिए इन प्रिंसिपल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला आता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल में जॉन रॉल्स कहते हैं हमें कुछ बेसिक लिबर्टीज जो है सबको मिलनी चाहिए।
बेसिक लिबर्टीज़ का मतलब क्या है, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, फ्री स्पीच हो गया, मोबिलिटी कहीं पर भी आने जाने की आज़ादी, लीगल प्रोटेक्शन हो गया, या फिर इलेक्शन लड़ने की आज़ादी। ऐसी जो बेसिक लिबर्टीज़ जो लिबरल डेमोक्रेसीज में दी जाती है वो हमें जो है सबको मिलनी चाहिए। अगर मुझे मिल रही है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, अगर दूसरे को मिल रही है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। ये बेसिक लिबर्टी सबको मिलनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ये कहता है। और ये प्रिंसिपल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना, इस पर किसी भी तरह की कोई कंटेस्टेशन नहीं है, सभी मानते हैं ये मिलनी चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इसमें जॉन रॉस कहते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर हमारे समाज में है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई एक अच्छी क्लास से बिलोंग करता है, कोई नहीं करता है, ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ है वो तभी हम अलाउ करेंगे जब हम सबको इक्वल चांसेस देंगे अपनी चॉइसेस लेने के, अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, वो लाइफ में जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिए राज नाम का एक लड़का है और दूसरी साइड शिव है, दोनों अपनी चॉइसेस लेना चाहते हैं। तो राज ये चॉइस लेता है मैं बड़ा होकर ना एक कंपनी खोलूंगा, और दूसरी साइड शिव ये चॉइस लेता है कि मैं बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूंगा। तो इनकी चॉइसेस जो है इनकी फ्यूचर की वेल्थ, फ्यूचर की इनकम को इम्पैक्ट कर सकती है। शिव किसी छोटी मोटी कंपनी में पैसे कमा रहा है तो वो 3 से 4 लाख जो है हर साल कमा रहा है। वहीं राज जो है वो अपनी कंपनी चला रहा है, मेजर प्रॉफिट्स उस कंपनी का उसको जाता है, इसलिए वो 40 से 50 लाख रुपया हर साल अर्न कर रहा है। अगर इनकी चॉइसेस की वजह से इनकम इनक्वालिटी में हमें गैप दिखाई देता है तो जॉन रॉल्स कहते हैं ये गैप एक्सेप्टेबल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इंडिविजुअल ने चॉइसेस ली, उसके बेसिस पर एक्शन लिया और उसकी बेसिस पे उनके इनकम मिल रही है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है। दोनों ने अपने अपने लेवल पर मेहनत की है, लेकिन उनकी चॉइसेस अलग अलग थी, उसके हिसाब से इनकम लेवल अलग अलग हो गया। तो ऐसी इनइक्वालिटी अगर समाज में आती है कि शिव इतना अमीर नहीं बन पाता जितना राज बन जाता है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। इसी चीज़ को हम फर्दर समझते हैं, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे कि जॉन रॉस कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जस्ट नहीं होगी तब जब आपके जो चॉइसेस है, जो आपका फ्यूचर है, वो आपके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कौन से सर्कमस्टांसेस पर? आपके सोशल सर्कमस्टांसेस पर, अनइक्वल सोशल सर्कमस्टांसेस पर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राज और शिव जो है वो आज जो पोजीशन पर है, जो इनकम लेवल है, उसमें जो इनइक्वालिटी पाई जाती है वो इसलिए नहीं पाई जाती कि उनकी चॉइसेस क्या थी। उनकी चॉइसेस को सोशल सर्कमस्टांसेस ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था। जैसे कि राज को अगर हम देखते हैं तो राज एक रिच बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ता है, वो MBA करने जाता है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में और वापस आकर वो कंपनी चलाने लगता है। वहीं शिव जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी एक एवरेज स्कूलिंग रहती है, किसी लोकल कॉलेज में वो इंजीनियरिंग की डिग्री करता है और छोटी मोटी कंपनी में फिर काम करने लगता है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं अगर ऐसे सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से इकोनॉमिक या सोशल इनइक्वालिटी या असमानताएं आती हैं समाज में तो वो गलत है। हमें इन सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचना होगा। सिर्फ सोशल सर्कमस्टांसेस नहीं, जॉन रॉल्स अनइक्वल नेचुरल सर्कमस्टांसेस के बारे में भी बात करते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं हो सकता है कि हम जो है पैदा फिजिकली चैलेंज हों, या कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो हेल्थी पैदा हो और उसका IQ भी 140 से ऊपर हो। तो इसमें जो हेल्दी पैदा हुआ है जिसका IQ 140 से ऊपर है तो चांसेस है वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी वेल्थ इनकम भी जो है वो अच्छी होगी। तो जॉन रॉल्स कहते हैं ये जो किस्मत है, जो ब्रूट लक है, जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारी चॉइसेस की वजह से हमें नहीं मिला है, ये भी गलत है। इसकी वजह से भी समाज में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, असमानताएं नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम पूछते हैं जॉन रॉल्स को फिर करना क्या चाहिए। जॉन रॉल्स कहते हैं इन सर्कमस्टांसेस के इन्फ्लुएंस को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो हमें अपने डिफरेंस प्रिंसिपल को समझना होगा और डिफरेंस प्रिंसिपल इनको चेंज कर सकता है। अब वो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं इनइक्वालिटीज़ को हम समाज में तभी अलाउ करेंगे चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस से पैदा क्यों ना हुई, अगर वो जो लीस्ट एडवांटेज पोजीशन पर है, लीस्ट वेल ऑफ है, हो सकता है वो गरीब हो, बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो, ये सारे जो लोग जो लीस्ट वेल ऑफ पोजीशन पर होते हैं इनका किसी ना किसी रूप में बेनिफिट हो। इनइक्वालिटीज़ तभी अलाउ की जाएंगी, असमानताएं तभी अलाउ की जाएंगी जब इनको भी बेनिफिट मिल रहा है। मतलब अगर कोई बहुत अमीर बन रहा है लेकिन उसकी वजह से इनकी पोजीशन भी अपलिफ्ट हो रही है तो हम अलाउ करेंगे, हम ऐसी अमीरी को, ऐसी इनइक्वालिटी को अलाउ करेंगे अगर इनकी पोजीशन भी अपलिफ्ट हो रही है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं इसके लिए फिर करना क्या होगा। इसके लिए हमें ये करना होगा, ऐसे लोगों के लिए
हम जो ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं उनको टैक्स लगाना होगा, और उसी टैक्स से इन लोगों के लिए जो लीस्ट वेल ऑफ पोजीशन पर है वेलफेयर पॉलिसीज़ बनानी होगी। हमें जो है रिसोर्सेज इनको भी किसी रूप में ट्रांसफ़र करने होंगे, ताकि ये भी जो अपनी पोजीशन है जो सोशल और नेचुरल सर्कमस्टांसिस की वजह से बन रखी है उसकी वजह से ऊपर उठ सके। तो इस तरह करने से ये होगा, जॉन रॉल्स कहते हैं कि ये लोग जो अपनी चॉइसेस की वजह से, अपनी मर्जी की वजह से नहीं है, रैदर इन पे जो सोशल और नेचुरल अनइक्वल सर्कमस्टांसिस का बर्डन डाला गया है गवर्नमेंट उन्हें मिनिमाइज करेगी, रिमूव करने की कोशिश करेगी टैक्सेशन के थ्रू। तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस के थ्रू वेलफेयर स्टेट को बेसिकली डिफेंड कर रहे हैं। वो ये डिफेंड कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ में इनक्वालिटीज़ होंगी, इनको पूरी तरह से हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इनको अलाउ भी कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? वो बेसिस यही है कि वो लीस्ट वेल ऑफ को किसी तरह से बेनिफिट करे, उनकी कंडीशन में भी सुधार लेकर आए। अब हम समझते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक कैसे जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो अपनी बुक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो 1971 में पब्लिश होती है, वहाँ पर जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं जो जॉन रॉल्स टैक्सेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में फोर्स्ड लेबर है। वो क्यों? रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी को भी टैक्स लगाती है उसकी विश के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट, तो वो अनजस्ट है, वो गलत होगा। चाहे वो टैक्सेस गवर्नमेंट इसलिए लगा रही है क्योंकि उस टैक्सेस से जो पैसा आएगा उसको यूज़ करना चाहती है ताकि जो नेचुरली डिसेबल पीपल है, फिजिकली चैलेंज पीपल है, उनके वेलफेयर के लिए लगाया जाए। फिर भी जो है रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं आप टैक्स नहीं लगा सकते, आप वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए बिल्कुल टैक्स नहीं लगा सकते। सिर्फ उसी चीज़ पर टैक्स लगा सकते हैं अगर उस टैक्स के पैसे से आप पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को मेंटेन करते हो। बस यही कंडीशन पर आप टैक्स लगा सकते हो और किसी भी तरह की वेलफेयर पॉलिसीज़ की कंडीशन पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो रॉबर्ट नॉजिक इसके लिए अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी देते हैं। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं हमें समझना होगा कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो कौन एक्वायर कर सकता है, कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, किसका उस पर राइट है। तो उसके लिए एंटाइटलमेंट की थ्योरी देते हैं। इसमें 3 प्रिंसिपल देते हैं रॉबर्ट नॉजिक, और सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र, जिसमें रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि आपने जो भी मेहनत से, ईमानदारी से कमाया है अपनी लाइफ में, उसको आप अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, बेच सकते हो, ये आपकी मर्जी है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इनिशियल एक्विजिशन। ये प्रिंसिपल ये देखता है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में कमाया है वो आपके पास कैसे आया है। आपने मेहनत से, ईमानदारी से, जस्ट तरीके से लीगली कमाया है, या फिर आपने धोखाधड़ी करके, ज़बरदस्ती करके, चोरी करके कमाया है। ये सेकंड प्रिंसिपल इस चीज़ को देखता है। और थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। अगर आपने कुछ भी धोखाधड़ी करके या ज़बरदस्ती चीज़ों को कमाया है अपनी लाइफ में, जो भी आपने एक्वायर किया है, तो ये अनजस्ट होगा, तो ये आपका कमाया हुआ अनजस्ट होगा। इसमें जो है गवर्नमेंट को आना होगा, इंटरफेयर करना होगा ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे रिसोर्सेज को जो आपने एक्वायर किया है। तो इसी एंटाइटलमेंट की थ्योरी पर नॉजिक अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो समझते हैं क्या है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं अगर हमने अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वेल्थ को एक्वायर किया है बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी के साथ ज़बरदस्ती किए हुए, बिना चोरी के किया है, तो वो जस्ट है, वो हमारा हक है उस पर। हम उसके साथ कुछ भी करें वो हमारी मर्जी है, चाहे बेचना, चाहे किसी को देना, चाहे ट्रांसफ़र करना, चाहे हमारी मर्जी है। चाहे हम उस पैसों से चैरिटी करना चाहे, यानी किसी एनजीओ को पैसे देना चाहे, किसी गरीब को देना चाहे, यहाँ पर हमारी मर्जी है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई भी राइट नहीं है कि हमारी उस वेल्थ पर टैक्स लगाए जहाँ हमसे वो वेल्थ का कुछ हिस्सा मांगे। गवर्नमेंट नहीं ले सकती। नॉजिक आर्ग्यू करते हैं मिनिमल स्टेट के लिए कि गवर्नमेंट का काम इतना है कि चोरी डकैती से जो है हमारी वेल्थ को बचाना, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए अगर गवर्नमेंट हमसे कुछ पैसे लेकर पब्लिक एजुकेशन पे लगा रही है, पब्लिक हेल्थ पे लगा रही है, रोड्स बिल्ड कर रही है, पार्क्स बिल्ड कर रही है, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च रही है टैक्स लगाकर, तो ऐसा जो टैक्स लगाया जा रहा है वो ज़बरदस्ती का टैक्स है। नॉजिक कहते हैं ये कोरेसिव टैक्सेशन है और इसको जो है ख़त्म करना होगा। बेसिकली रॉबर्ट नॉजिक यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर भलाई करना चाहती है लोगों की, तो गवर्नमेंट का काम भलाई करना नहीं है। भलाई लोग खुद कर लेंगे अगर वो करना चाहते हैं। उनको फोर्स ना किया जाए कि उनके पैसों से आप दूसरे की वेलफेयर करना चाहते हो। इस चीज़ के अगेंस्ट है। इसलिए वो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं जब वो कहते हैं कि टैक्सेशन होनी चाहिए, उस टैक्सेशन से वेलफेयर पॉलिसीज़ बननी चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक इस चीज़ के अगेंस्ट है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कम्युनिटेरियन क्या कहते हैं, वो जॉन रॉल्स को कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स की जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, वो ही अपने आप में उसमें ही एरर है, वो फ्लॉड है।
ओरिजिनल पोजीशन में कभी भी इंडिविजुअल जा ही नहीं सकता। आप इंडिविजुअल को सोसाइटी से निकाल कर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। इंडिविजुअल हमेशा ही सोसाइटी में रहता है, एक कम्युनिटी में रहता है, और वैसे ही वो सोचता है, वैसे ही वो डिसीजन लेता है, वैसे ही उसके इंटरेस्ट रहते हैं। आप इंडिविजुअल को कम्युनिटी से कभी भी निकाल नहीं सकते। इसलिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल निकल कर आएंगे ओरिजिनल पोजीशन से, वो ठीक ही नहीं होंगे, क्योंकि वो कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग से बाहर होंगे। जो इंडिविजुअल की एक कम्युनिटी में रहकर जो सोच, जो समझ बनी होती है, जो इंटरेस्ट बने होंगे, उससे बाहर होंगे। इसलिए वो कभी भी ठीक प्रिंसिपल फाइंड आउट ही नहीं कर सकता ऐसा इंडिविजुअल। जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं कि पास्ट टाइम पर अगर हम देखें तो कम्युनिटीज़ ये बिलीव करती थी कि उन्होंने जो भी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट की है, जो भी एग्रीकल्चर से उन्होंने कमाया है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो चाहते थे जा तो मंदिर में जाए, जा पुजारी प्रीस्टली क्लास के पास जाए। चाहे आज हमें ये रिचुअल एक्सेप्ट ना हो, लेकिन कम्युनिटी लाइफ जो है वो कई सारे रिचुअल्स को लेकर, कई सारे लाइफ के तौर तरीकों को लेकर चलती है। उनको इग्नोर करके हम किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। मोटा मोटा कम्युनिटेरियन क्रिटिक ये कहना चाहता है। जो मेन कम्युनिटेरियन थिंकर्स है उनके नाम आप नोट कर लीजिए, उनके वर्क भी आप नोट कर लीजिए। जैसे माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस उनका काम है, जो 1982 में पब्लिश होता है। चार्ल्स टेलर सोर्स ऑफ सेल्फ लिखते हैं, 1989 में पब्लिश होता है। माइकल वाल्जर स्फीयर ऑफ जस्टिस लिखते हैं, जो 1983 में पब्लिश होता है। माइकल वाल्जर का ही कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का आइडिया है, जो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो, जो इक्वालिटी की वीडियो है, उसमें जाकर आप समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि फेमिनिस्ट कैसे जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सूजन मॉलर ओकिन अपनी बुक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली में लिखती हैं कि जितनी भी जस्टिस की थ्योरी अब तक आई है वो सिर्फ पब्लिक लाइफ पर अप्लाई होती है, प्राइवेट लाइफ जो फैमिली की होती है उस पर अप्लाई नहीं होती है। और जॉन रॉल्स की थ्योरी भी जो है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी पब्लिक लाइफ पर अप्लाई होती है, प्राइवेट लाइफ को इग्नोर करती है। जबकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लॉ है जो हमारी प्राइवेट लाइफ को, फैमिली लाइफ को जो है गवर्न करती है। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर लॉ हो गए, डिवोर्स को लेकर हो गए, अडॉप्शन को लेकर हो गए, ये सारी जो है हमारी फैमिली लाइफ को रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। तो ओकिन कहते हैं इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पब्लिक लाइफ हमारी प्राइवेट लाइफ को इम्पैक्ट करती है, जो मोस्टली फिलोसफर या स्कॉलर इग्नोर करते हैं। इसलिए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो फैमिलीज के विद इन जो इनक्वालिटीज पाई जाती है उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है, उस पर बिल्कुल ही साइलेंट है। इसलिए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है विद इन फैमिली जो इनक्वालिटीज पाई जाती है उस पर बहुत ही साइलेंट है, क्योंकि वुमेन को घर में बहुत कुछ करना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। इसके बावजूद अगर वो फैमिली के बाहर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, ऑब्स्टेकल आती है। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस इन सब चीज़ों की बात ही नहीं कर रही। वो बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं कर रही कि एक आदमी और औरत की परसेप्शन पर, उनकी नीड्स को लेकर, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर फ़र्क हो सकता है। आप ओरिजिनल पोजीशन में उन लोगों को रख रहे हो जो सबके लिए प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिसाइड कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, वो विमेन की नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज नहीं कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो कहते हैं कि विमेन को जो है जॉन रॉल्स की थ्योरी में बिल्कुल इग्नोर किया गया है। अब फाइनली हम समझते हैं कुछ बोनस फैक्ट्स को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है डेविड मिलर अपनी सोशल जस्टिस की बुक जो 1979 में पब्लिश होती है, वो 3 सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। पहला है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मतलब लोगों को रिसोर्सेज देना उनकी नीड्स के हिसाब से, मोस्टली ये सोशलिस्ट आर्ग्यू करते हैं। और दूसरा है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज राइट्स, लोगों को रिसोर्सेज देना जो उनका हक है, जो नॉजिक बात करते थे, लिबरल्स बात करते हैं। और तीसरा है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज डेजर्ट्स, जो कंजर्वेटिव बात करते हैं, मतलब लोगों को रिसोर्सेज इस तरह से करने जो वो डिजर्व करते हैं। डेजर्ट का मतलब है जो डिजर्व करते हैं। तो ये तीनों प्रिंसिपल याद रखना। अब बात करते हैं ग्लोबल जस्टिस थिंकर्स की, जो रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल को ना इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड इकोनॉमी में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर जस्टिस के पैमाने देखते हैं। इसमें पहला नाम आता है चार्ल्स बेट्स का, जिन्होंने की बुक लिखी है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो 1979 में पब्लिश होती है। ये बात करते हैं कि जो रिच कंट्रीज़ है उन पर एक जिम्मेवारी है, उनकी एक ऑब्लिगेशन है कि जो और कंट्रीज़ में पुअर लोग पाए जाते हैं उनकी पोजीशन को वो अपलिफ्ट करे, अपने रिसोर्सेज को किसी तरह उन तक भी शेयर करे। वो ग्लोबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की डिमांड करते हैं। थॉमस पॉगी इसी तरह अपने वर्क वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स जो 2008 में पब्लिश होता है, उसमें कहते हैं जो भी दुनिया के स्ट्रक्चर्स हैं या इंस्टीट्यूशन है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे UN हो गया, इनको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। और इनको रीस्ट्रक्चर भी इस तरह से करना चाहिए ताकि जो जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, जब बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में,
उसको सही तरह से पूरा किया जाए। इस वीडियो को बनाने के लिए जो सोर्सेज को मैंने यूज़ किया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जस्टिस की इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, थ्योरीज थी, जॉन रॉल्स की खासकर, वो आपने सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मान लीजिए किसी दिन आपके सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं, तो आप कैसा फील करोगे? बिल्कुल दम घुटने जैसा ही फील करोगे। चाहे फिजिकल नहीं, लेकिन मेंटली आप हर दम घुट रहे होंगे। राइट्स ना होने पर क्या होगा? ना आपको बोलने दिया जाएगा जिसने आपके राइट्स छीन रखे हैं, ना उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर पाओगे, ना ही आपको कहीं आने जाने की आज़ादी होगी, ना ही आप अपनी मर्जी से कोई धर्म रख सकते हैं। हो सकता है आप पर कोई दूसरा धर्म थोप भी दिया जाए। ना ही आप अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं। हो सकता है ज़बरदस्ती आपसे कोई काम कराया जाए जो आप नहीं करना चाहते हो। इन शॉर्ट, जीने लायक ज़िंदगी नहीं होगी, सिर्फ नाम की ही ज़िंदगी होगी। इसलिए जो राइट्स है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमने इस अपने पॉलिटिकल थ्योरी के क्रैश कोर्स में प्रीवियसली 3 कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। आज हम इस वीडियो में राइट्स को कवर करेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम राइट्स के मीनिंग को समझेंगे, फिर राइट्स की टाइप्स को समझेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स क्या होते हैं उसको समझेंगे, फिर राइट्स की जनरेशन को समझेंगे कि कब कब राइट्स इवॉल्व होते हैं, कौन कौन से राइट्स आते हैं उनको देखेंगे। राइट्स की थ्योरीज को समझेंगे, जैसे कि नेचुरल राइट्स थ्योरी होगी, लीगल राइट्स थ्योरी होगी, मॉरल राइट्स, हिस्टोरिकल राइट्स, ये क्या कहती है थ्योरीज, इनके क्या क्या अलग पर्सपेक्टिव है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट समझेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, और साथ ही में समझेंगे ह्यूमन राइट्स को कौन कौन से चैलेंजेस मिलते हैं। एनिमल राइट्स से फेमिनिस्ट या मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव कैसे ह्यूमन राइट के नोशन को चैलेंज करता है, क्यों अगेंस्ट है वो ह्यूमन राइट के नोशन के, वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं राइट्स का मीनिंग क्या होता है। राइट्स का मीनिंग होता है दैट यू आर एंटाइटल्ड टू डू समथिंग और यू हैव क्लेम टू डू समथिंग और हैव समथिंग। आप किसी चीज को करने के लिए एंटाइटल हो, यानी आपका हक है कि आप वो चीज कर सको या वो चीज आपके पास हो। अब जैसे कि आप कुछ करने के लिए एंटाइटल हो, उसमें एग्जाम्पल आती है राइट टू फ्रीली स्पीक की, कि आपको बोलने दिया जाए और बोलने से रोका ना जाए। उसी तरह दूसरी एग्जाम्पल आती है यू आर एंटाइटल्ड टू हैव समथिंग, मतलब आपके पास कुछ होने का हक हो, जैसे राइट टू लाइफ, आप अपनी जिंदगी जी सको इसका हक हो और दूसरे आपकी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। जो राइट्स होते हैं उन्हें स्टेट या सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। और कभी कभार आपके कुछ राइट्स होते हैं जो दूसरों के लिए ड्यूटी बनते हैं। जैसे फ्री स्पीच के राइट में मुझे बोलने की आज़ादी है, तो दूसरे के लिए ड्यूटी ये बनती है कि वो रोके ना मुझे बोलने से। इस ऑब्लिगेशन या ड्यूटी वाले पार्ट को और अच्छे से समझते हैं जब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ राइट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं। नेगेटिव राइट्स सोसाइटी से नॉन इंटरफेरेंस की डिमांड करते हैं कि किसी तरह की दखल अंदाजी ना की जाए। जैसे कि इसमें जो राइट्स आते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जब ये राइट्स की बात आती है तो सोसाइटी से ये डिमांड की जाती है, दूसरों से ये डिमांड या ये उम्मीद रखी जाती है कि वो किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे ताकि हम इन राइट्स को एंजॉय कर सकें। हमें इन राइट्स को एंजॉय करने के लिए सोसाइटी से किसी भी तरह की कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए। हम खुद इन राइट्स को जो है एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए सोसाइटी या स्टेट को कुछ करना नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आते हैं पॉजिटिव राइट्स, जो ये डिमांड करते हैं कि दूसरों की ड्यूटीज़ बनती हैं कि वो कुछ करें। इसमें स्टेट या सोसाइटी की ड्यूटी बनती है कि आपके लिए कुछ करें। इसमें कौन से राइट्स आते हैं? इसमें राइट्स आते हैं राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड मेडिसिन। इसमें ये राइट्स आते हैं जो दूसरों को रिक्वायर करते हैं, जो स्टेट को रिक्वायर करते हैं कि उन्हें कुछ करना होगा। जैसे कि मेरी अच्छी हेल्थ रहे तो स्टेट को हॉस्पिटल खोलना होगा, मैं अच्छी एजुकेशन ले सकूं, स्टेट को अच्छे स्कूल कॉलेजेस खोलने होंगे। तो ये राइट जो है पॉजिटिव राइट्स कहलाते हैं, जिसमें स्टेट को कुछ करना पड़ेगा। नेगेटिव राइट्स वो राइट्स है जिसमें हम स्टेट या सोसाइटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ भी करने से। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ राइट्स की। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स की बात करते हैं जो 18th और 19th सेंचुरी में आते हैं, जिसमें सबसे पहले सिविल राइट्स की डिमांड की जाती है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजियन, राइट टू फ्री स्पीच, ऐसे राइट्स आते हैं। फिर इसमें पॉलिटिकल राइट्स की भी डिमांड की जाती है, जिसमें राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन या राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये ले राइट्स आते हैं। इन राइट्स को आप अच्छे से याद रखना, सिविल राइट्स कौन से होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स कौन से होते हैं, ये पूछा जाता होता है। सेकेंड जनरेशन आते हैं 19 और 20 सेंचुरी में, जिसमें मोस्टली इकोनॉमिक राइट्स या वेलफेयर राइट्स आते हैं, जिसमें कौन से राइट्स आते हैं, राइट टू फूड, शेल्टर,
मेडिकल केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऐसे राइट्स आते हैं। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन राइट्स, जो मोस्टली 1945 यानी पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के बाद आते हैं। उसमें कौन से राइट्स आते हैं? उसमें कल्चरल राइट्स आते हैं। कल्चरल राइट्स में कौन से राइट्स आते हैं? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कुछ नेशंस में ऐसी कम्युनिटी पाई जाती है जो चाहते हैं कि हमारा भी एक नेशन हो, तो उन्हें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाता है। उनको लैंग्वेज राइट्स दिए जाते हैं, खासकर जहाँ पर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी पाई जाती है। राइट टू ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो जो अपने पॉलिटिकल डिसीजन है वो खुद ले सकर अपने लेवल पर। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ये जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन राइट्स, सेकंड जनरेशन राइट्स, थर्ड जनरेशन राइट्स, इनको किसी कलर से डिनोट किया जाता है। 3 कलर से किया जाता है, ब्लू, ग्रीन, रेड। आपने कमेंट करके ये बताना है कि कौन सी जनरेशन को किस कलर के साथ डिनोट किया जाता है। उन स्टूडेंट्स को इसका आंसर जरूर पता होगा जिन्होंने मेरी पिछली ह्यूमन राइट्स की वीडियो देख रखी है, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम समझते हैं राइट्स की थ्योरी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं नेचुरल राइट्स की थ्योरी, राइट्स के बारे में क्या कहती है। ये 17th और 18th सेंचुरी में ये थ्योरी आती है और ये कहती है कि जो नेचुरल राइट्स होते हैं वो स्टेट नहीं देती है। स्टेट नेचुरल राइट्स नहीं दे सकती है। राइट्स जो है वो स्टेट बनने से पहले, सोसाइटी बनने से पहले ही एग्जिस्ट करते थे, यानी वो गॉड गिवन है। आपको बाय बर्थ ही जो है ये राइट्स मिलते हैं। ये राइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी बेसिक ह्यूमन ड्राइव्स को, यानी हमें जीने के लिए जो राइट्स चाहिए वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से बाहर निकलते, आपको पता चलता आपको कोई मार गया, ख़त्म ही कर दिया, मर्डर ही कर दिया, तो क्या लगेगा आपको? आप जीना चाहते हो, आपने बहुत मेहनत से कुछ कमाया, अगर कोई छीन ले तो उसके कमाने का क्या ही मज़ा है। तो ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, वही नेचुरल राइट्स होते हैं। ये राइट्स जो होते हैं वो इनएलिएनेबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, कोई ले नहीं सकता, कोई इसको छीन नहीं सकता, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये राइट्स हमेशा हमारे पास रहेंगे। जो लोग ऐसे 3 राइट की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ऐसे राइट हैं जो जॉन लॉक कहते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और थॉमस जेफरसन भी 3 राइट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस की बात करते हैं। नेचुरल राइट्स थ्योरी के एक और सपोर्टर है, वो है टॉम पेन, जो अपनी राइट्स ऑफ मैन जो 1791 में एक क्लासिक बुक पब्लिश होती है, उसमें नेचुरल राइट्स की थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं। नेचुरल राइट्स थ्योरी काफ़ी इंस्पायर करती है कुछ डेक्लारेशन को। वो कौन सी डेक्लारेशन है? जैसे अमेरिकन डेक्लारेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को इंस्पायर करती है, 1776 में आती है। उसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस जैसे राइट्स जो है अमेरिकन लोगों को दिए जाते हैं, वो नेचुरल राइट्स थ्योरी से ही प्रभावित थे। सिमिलरली फ्रेंच डेक्लारेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन जो 1789 में आती है, उसमें भी कुछ राइट्स दिए जाते हैं, वो भी नेचुरल राइट्स थ्योरी से प्रभावित है। उसमें राइट दिए जाते हैं, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, वो है थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स की। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स क्या कहती है? वो ये कहती है कि स्टेट से पहले किसी तरह के कोई नेचुरल राइट्स या राइट एग्जिस्ट नहीं करते थे। राइट्स दिए ही स्टेट के द्वारा जाते हैं और स्टेट ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो किसी तरह के कोई राइट भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे ही स्टेट आती है तभी आपको राइट मिलते हैं, तभी वो राइट आपके प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, बहुत सारे लॉ या कानून बदलते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से जो राइट्स भी है वो भी बदलते रहते हैं। राइट्स हमेशा इतिहास में सेम नहीं रहते हैं, राइट्स चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए जो नेचुरल राइट्स की थ्योरी मानती है कि राइट्स जो होते हैं एब्सोल्यूट होते हैं, इनएलिएनेबल होते हैं, लीगल राइट्स थ्योरी ये नहीं मानते हैं, राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। जर्मी बेंथम इसके मेन सपोर्टर थे जो लीगल राइट्स की थ्योरी को सपोर्ट करते थे। और जर्मी बेंथम नेचुरल राइट्स की थ्योरी को बहुत ही सख्त शब्दों में क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी थ्योरी जो है वो नॉनसेंस ऑन स्टिल्स है, इन्वेंशंस ऑफ फैनेटिक्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लस्की क्रिटिसाइज करते हैं लीगल राइट्स की थ्योरी को। वो अपनी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो उनकी फेमस बुक है 1925 में पब्लिश होती है, उसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं। और वो ये कहते हैं कि हर राइट जो है वो स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करते। कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है स्टेट ने प्रोटेक्ट नहीं किए, लेकिन वो अपने आप में राइट्स होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टेट चाहे वो करे ना करे, लेकिन वो राइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ एक लस्की का एक फेमस कोट भी है। लस्की कहते हैं कि एवरी स्टेट इज़ नॉन बाय द राइट्स डैट इट मेंटेन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये जानना होगा कि कौन सी स्टेट कैसी है, अच्छी है या बुरी है, तो हम देखेंगे कि उसने अपने सिटीजन को कैसे राइट्स दे रखी है, कैसे उस राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बेसिस पे हम किसी स्टेट को भी जज कर सकते हैं। तो लस्की के लिए राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राइट्स हमेशा स्टेट ही दे। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट चाहे ना भी दे, वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरी समझते हैं मॉरल राइट्स की।
ये थ्योरी ये कहती है कि जो राइट्स होते हैं वो ह्यूमन रीजन से निकल कर आते हैं, ना कोई स्टेट देती है, ना किसी गॉड ने राइट दिए हैं, वो ह्यूमन रीजन से निकल कर आते हैं, रैशनैलिटी से निकल कर आते हैं। इंसान सोचता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसके बेसिस पे वो राइट्स जो है बनाता है, उसके बेसिस पे अपने आप को राइट्स देता है। ये जो ठीक और गलत के बेसिस पे राइट्स बनते हैं, जैसे मॉरल राइट्स कहते हैं, ये एक्चुअली लॉ को गाइड करते हैं, ये कानून को गाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसलिए मॉरल राइट्स जो है वो किसी भी लॉ से सुपीरियर है। हमें सबसे पहले मॉरल राइट्स को देखना होगा, उसके बाद लॉ आता है। इसके जो मेन सपोर्टर है वो है इमैनुअल कांत एंड टी.एच. ग्रीन। रोनाल्ड डवर्किन इस थ्योरी को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। वो अपनी बुक टेकिंग राइट सीरियसली जो 1977 में पब्लिश होती है, उसमें वो ये कहते हैं कि आज के टाइम पर हम कानून को यानी लॉ को और मोरालिटी को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो मोरालिटी है वही लॉ बन रखा है। जैसे कि किसी को मारना गलत है, अनैतिक है, लेकिन ये लॉ बन रखा है। तो इसी तरह से लॉ एंड मोरालिटी को कैसे सेपरेट किया जाए, ये एक बड़ा इशू है। मॉरल राइट्स की थ्योरी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करती है, ये रोनाल्ड डवर्किन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि राइट्स जो है वो प्रोडक्ट है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के। जैसे जैसे इंसानों की ज़िंदगी इवॉल्व हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे राइट्स भी जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं। इसलिए जो राइट्स है वो हमेशा टाइम टू टाइम, स्टेट टू स्टेट बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। आप किसी और कंट्री में जाओगे, वहाँ पर किसी और तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह अगर आप पास्ट में देखोगे और आज के प्रेजेंट टाइम पर देखोगे तो राइट्स हो सकता है बदल चुके हों। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स ये कहती है कि कुछ टाइमली टेस्टेड कस्टम्स होते हैं, कुछ रीति या कुछ रिवाज होते हैं, जहाँ से ये राइट्स निकल कर आते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया होता है, समझा होता है कि क्या सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। उन कस्टम्स के बेसिस पर राइट्स निकल कर आते हैं। इसलिए स्टेट जो है अपने आप कोई राइट्स नहीं बना सकता। अपनी मर्जी से किसी दिन डिसाइड किया कि ये राइट जो है हम लेकर आएंगे सोसाइटी के लिए और ये लागू कर देंगे सब लोगों पर, ऐसे नहीं हो सकता। अगर उस राइट्स की कोई हिस्ट्री है, पास्ट टाइम में उसको टेस्ट किया गया है, किसी कस्टम से निकल कर आएगा, तभी वो राइट्स माना जाएगा। स्टेट अपने आप राइट्स ना ही क्रिएट करे तो अच्छा है। तो राइट ओल्ड कस्टम से निकल कर आने चाहिए। एडमंड बर्ग इसके मेन सपोर्टर है। एडमंड बर्ग फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो राइट्स की बात की जाती है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की, ऐसे राइट एक अब्स्ट्रैक्ट राइट है, यानी मैन मेड राइट्स है, अभी बनाए गए हों जैसे। हिस्टोरिकली इसकी किसी भी तरह की कोई प्रेजेंस नहीं है। पास्ट टाइम में इसको कभी भी टेस्ट नहीं किया गया, कोई भी कस्टम से ये निकल कर नहीं आए, एकदम से राइट्स लेकर जैसे लोगों पर थोपने की कोशिश की गई हो। ऐसे राइट्स ठीक राइट्स नहीं है। और वो रैदर इंग्लिश रेवोल्यूशन के जो राइट्स है उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये राइट्स जो है कस्टम से निकल कर आए हैं, टाइमली टेस्टेड निकल कर आए हैं। बहुत टाइम लिया है ऐसे राइट्स को डेवलप होने में, और तभी ही इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया है। ऐसे राइट्स को वो सपोर्ट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। अब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते हैं। ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो नेचुरल राइट्स की थ्योरी से ही डेवलप होता है। जैसे जैसे सोसाइटी जो है सेकुलर होती जाती है, रिलीजन का डिक्लाइन होता जाता है, तो नेचुरल राइट्स की थ्योरी को रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आता है। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट बेसिकली ये कहता है कि हम सभी लोग अगर ह्यूमन हैं, ठीक है ना, इंसान होने के नाते हमें कुछ राइट्स मिलने चाहिए। इसलिए ये जो राइट्स है ये अपने आप में यूनिवर्सल राइट्स है, यानी जहाँ पर भी इंसान रहते हैं उन सभी को ये राइट्स इक्वली होने चाहिए। नेचुरल राइट्स की थ्योरी की तरह, नेचुरल राइट की थ्योरी की तरह ह्यूमन राइट का कंसेप्ट भी यही मानता है कि ये राइट्स इनएलिएनेबल होते हैं, ये हमसे लिए नहीं जा सकते। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हमें ये राइट अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं, इसके बिना हम इंसान ही नहीं रहेंगे। हमारा इंसान होना ही इन राइट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन ह्यूमन राइट का कंसेप्ट नेचुरल राइट की थ्योरी की तरह ये नहीं मानता कि ये एब्सोल्यूट होते हैं। ये कंसेप्ट ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स हमेशा एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राइट टू लाइफ दिया जाता है, तो राइट टू लाइफ जिसमें आपको ज़िंदगी जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, आपकी लाइफ आपसे छीनी नहीं जा सकती, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। कुछ कंडीशन पर, जहाँ पर आप कोई बड़ा क्राइम करते हो, वहाँ पर आपकी लाइफ छीनी भी जा सकती है। इसलिए ह्यूमन राइट्स जो है हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उनको किसी ना किसी लेवल पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट को जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ शुरू कहाँ से होती है। जैसे कि जो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ शुरू होती है जन्म से पहले, माँ के पेट में ही ह्यूमन लाइफ जो है शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में हैं, उनके भी राइट्स हैं,
अगर हर ह्यूमन को राइट्स है, वो भी ह्यूमन है, तो उनके भी राइट्स होते हैं, इसलिए उनको हम अबॉर्ट नहीं कर सकते, उनको पेट में मार नहीं सकते। ये लोग ये मानते हैं कि लाइफ जो है वो काफ़ी सैक्रेड है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है इस धरती पर उन सभी को जो है राइट्स होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर लोग हैं जो ये कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ शुरू होती है जन्म से, जब आप पैदा होते हैं तभी ह्यूमन लाइफ शुरू होती है और तभी ही आपको ह्यूमन राइट्स है। इसलिए जब तक कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके कोई राइट नहीं है। इसलिए ये मानते हैं कि वुमेन के पास राइट है कि वो अबॉर्शन करा सके। रिसेंटली इंडिया ने भी 24 वीक्स तक अबॉर्शन को अलाउ किया है, लेकिन स्पेशल केसेस में कोई रेप सर्वाइवर है, विडो है, डिवोर्सी है, उनको ये अलाउ किया गया है। वो 24 वीक्स के विद इन उनके पास राइट है कि वो अबॉर्शन करा सकते हैं। अब हम समझते हैं वो चैलेंजेस जो ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करते हैं। सबसे पहला आता है एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो डेवलप होता है 20th सेंचुरी के फाइनल डिकेड्स में। इसमें जो एनिमल वेलफेयर को लेकर लिबरेशन मूवमेंट चलती है वो ग्रीन पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसी के साथ वो एनिमल के बारे में भी सोचते हैं। वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचुरल वर्ल्ड से बढ़कर नहीं है, वो भी नेचुरल वर्ल्ड का पार्ट है। ये नहीं है कि वो नेचुरल वर्ल्ड को अपनी मनमर्जी से जैसे चलाना चाहते हैं, जैसे यूज़ करना चाहते हैं कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। वो सपोर्ट करते हैं कि वेजिटेरियनिज्म को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, एनिमल्स को मार कर उन्हें खाना नहीं चाहिए। वो फार्म एनिमल का अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं और एनिमल की स्किन का जो ट्रेड किया जाता है उसके अगेंस्ट है। अगर एनिमल के साथ किसी तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लैब में, उस चीज़ के अगेंस्ट है। ये ऐसे एनिमल राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पीटर सिंगर की एक बुक है एनिमल लिबरेशन, जो 1995 में पब्लिश होती है। वो कहते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग सफरिंग को फील कर सकते हैं, पेन को फील कर सकते हैं, इसी तरह एनिमल भी सफरिंग और पेन को फील कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग को बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, उसी तरह एनिमल को भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी सफरिंग को फील कर सकते हैं, वो भी पेन को फील कर सकते हैं। इसी बेसिस पर एनिमल राइट्स के साथ जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है टॉम रैगन का, जिनकी बुक का नाम है द केस ऑफ एनिमल राइट्स, जो 2004 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं धरती पर जितने भी क्रिएचर्स हैं जिनके पास लाइफ है, उनको राइट्स मिलने चाहिए। लाइफ होने का मतलब है जो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके पास लाइफ है। तो इसलिए राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है, और एनिमल के पास भी ये राइट जो है होना चाहिए और उनको भी मिलना चाहिए। इसीलिए किसी जानवर को मारना बिल्कुल वैसे होगा जैसे हम किसी इंसान को मार रहे हैं। हमें इस केस को समझना होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एनिमल राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आप अगर गूगल करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे, ये तब ही सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन ह्यूमन राइट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। किस दिन करते हैं वो डेट आप कमेंट करके बताएं। अब हम समझते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को और देखते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के नोशन के अगेंस्ट क्यों है। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल नोशन है ना, कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सारे ह्यूमन एक जैसे हैं, सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए, ये उसके अगेंस्ट है। क्योंकि ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आइडेंटिकल नहीं होते, सब ह्यूमन एक जैसे नहीं होते। क्योंकि सब ह्यूमन एक जैसे नहीं हो सकते तो सबको एक जैसे राइट्स नहीं मिलने चाहिए। जैसे वुमेन जो है उनके कुछ स्पेशल राइट्स है जिनको हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। जैसे वुमेन को राइट टू पैटर्निटी लीव चाहिए, राइट टू अबॉर्शन चाहिए, हो सकता है आजकल डिमांड है कि हाउस वर्क के लिए भी उन्हें सैलरी चाहिए। ऐसे जो राइट्स है, स्पेशल राइट्स है, वुमेन को मिलने चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स में उनको स्पेशल राइट्स ऐसे नहीं मिलते, इसलिए उनकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए स्पेशल राइट्स देने चाहिए। और वैसे भी सूजन मॉलो रॉकिन जो अपनी बुक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली 1989 में पब्लिश होती है, उसमें वो डिस्टेंट स्टैंड पॉइंट ऑफ वुमेन की बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं राइट्स और जस्टिस की जो ज़्यादातर थ्योरीज होती है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो मेल फिलोसफर ने लिख रखे हैं। इसलिए विमेन का स्टैंड पॉइंट देखना हमें बहुत ज़रूरी है। उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नज़रिए से उनकी लाइफ को देखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह के उनके राइट्स चाहिए, उनका जस्टिस का आइडिया क्या होना चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है, जो मोस्टली इग्नोर किया जाता है। और इसी के साथ आयरिस मैरियन यंग ग्रुप डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं, यानी ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात करते हैं कि हम जो ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं वो इंडिविजुअल के बेसिस पर दे रहे हैं, इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे दे रहे हैं। नहीं, हमें राइट्स ग्रुप स्पेसिफिक देने चाहिए। हर ग्रुप के अपने अलग अलग राइट्स जो है वो होने चाहिए। विमेन के अलग राइट्स होने चाहिए, LGBT कम्युनिटी के अलग राइट्स होने चाहिए। इसी तरह जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं उनको स्पेशल राइट्स देने चाहिए। माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको अलग से राइट्स मिलने चाहिए। ये ग्रुप डिफरेंशिएट राइट्स की बात करते हैं और ये भी ह्यूमन राइट्स के नोशन को क्रिटिसाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव की, कि मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव कैसे क्रिटिसाइज करता है ह्यूमन राइट के नोशन को। ये भी अगेंस्ट है
इंडिविजुअल बेसिस पर जो राइट्स दिए जाते हैं, यूनिवर्सल बेसिस पे राइट्स दिए जाते हैं, सबको एक जैसे राइट्स दिए जाते हैं। क्योंकि मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव कहता है कि दुनिया में कुछ एथनिक और नेशनल माइनॉरिटीज़ भी एग्जिस्ट करती है, उनकी ओर भी ध्यान दीजिए। उनकी जो नीड्स है, उनके जो राइट्स है, वो दूसरों की तरह सेम नहीं हो सकते। उनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सके। क्योंकि अगर आप उनको ऐसे राइट्स नहीं दोगे तो मोस्टली चांसेस है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन वहाँ की रहने वाली मेजॉरिटी रहती है, उसकी वजह से उनके कल्चर को अंडरमाइन कर देगी, उनके कल्चर को तबाह करके रख देगी। वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को ही प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको जो है स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, इसलिए उनको माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो अपनी जो डिसएडवांटेजेस है उनको रिमूव कर सके। तो विल्क मिल का ऐसे 3 माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं जो मिलने चाहिए, जिसमें पहला आता है सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, वो अपनी गवर्नमेंट चला सके, ये राइट उन्हें मिलना चाहिए। दूसरा आता है पॉलीएथनिक राइट्स, जिसमें कुछ स्पेशल राइट्स आते हैं, जैसे कि मुस्लिम जो है वो हिजब पहन सके या बुर्का पहन सके, सिख जो है टर्बन पहन सके किसी दूसरे देश में जाकर, ये पॉलीएथनिक राइट्स कहते हैं। तीसरा आता है रिप्रेजेंटेशन राइट्स, वहाँ के पार्लियामेंट में उनके लिए सीट्स रिजर्व हो ताकि वो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी जो बात है उस रिप्रेजेंटेशन प्लेटफॉर्म पर उठा सके। ये रिप्रेजेंटेशन राइट्स की बात की जाती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जिन सोर्सेज को मैंने यूज़ किया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। इस पावर की वीडियो में हम सबसे पहले पावर के मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद जो मेजर थिंकर्स हैं वो पावर के कंसेप्ट पर क्या क्या विचार देते हैं वो समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टीवन ल्यूक्स के रेडिकल व्यू जो पावर का देते हैं, जिसमें वो 3 फेसेस की बात करते हैं, वो समझेंगे। फिर इसके बाद मिशेल फूको का पावर का आइडिया, जो बिल्कुल एक हट के आइडिया है पावर को लेकर, वो समझेंगे। फिर हम हैना एरन का आइडिया समझेंगे पावर को लेकर, जो ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज करते हैं। और सीबी मैकफर्सन का आइडिया जो पावर की 2 टाइप्स बताते हैं, वो कौन सी है वो समझेंगे। इसके साथ हम पावर लेजिटिमेसी और अथॉरिटी से कैसे डिफर करती है उसके बारे में समझेंगे। और मैक्स वेबर का अथॉरिटी का क्या आइडिया है, वो 3 टाइप्स की अथॉरिटी की बात करते हैं, वो कौन सी है उसके बारे में समझेंगे। वो अक्सर एग्जाम में भी पूछी जाती है। और इस वीडियो को एंड करेंगे कुछ बोनस फैक्ट्स के साथ जो आपके एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं, इसलिए ध्यान से देखना उसको। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पावर का मीनिंग क्या होता है। पावर का मीनिंग, सबसे पहले जो पावर का मीनिंग ट्रेडिशनली लिया जाता है वो है पावर 2 की डेफिनेशन से, जिसका मतलब है कि आपके पास कुछ करने की क्षमता होना, एबिलिटी होना। अब वो कुछ भी करने की क्षमता हो सकती है, चाहे कुछ इन्वेंट करने की क्षमता है, कुछ काम काज करने की क्षमता है, किसी की पोइट्री लिखने की, सॉन्ग लिखने की, सिंगिंग करने की, ये सारी जो भी क्षमताएं हैं वो पावर 2 में आती है। ये जो आपकी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है कुछ भी करने के लिए, इसको हम पॉजिटिवली कन्वर्ट करते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है जब आप अपनी पावर को इस तरह से एक्सरसाइज करते हो। वहीं दूसरी ओर एक और फॉर्म है पावर की जिसे पावर ओवर कहते हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरों पर डोमिनेट करते हो, कमांड रखते हो या क्षमता रखते हो कुछ करवाने की, उनकी मर्जी के अगेंस्ट भी। तो ये जो पावर ओवर का नोशन है ये नेगेटिव लिया जाता है। इसमें चांसेस है कि आप दूसरों को सप्रेस कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जैसे कि एक हायर कास्ट लोअर कास्ट वालों के साथ कर सकती है, एक हायर क्लास लोअर क्लास वालों के साथ कर सकती है। तो ये जो हायरार्की सोसाइटी में पाई जाती है वो इसी वजह से पाई जाती है क्योंकि पावर ओवर का कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में चलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पावर होती किसके पास है, सोसाइटी में पावर किसके पास होती है। हर थिंकर अपनी अलग अलग राय देता है। जैसे कि रॉबर्ट डाल मानते हैं ये इंडिविजुअल के पास होती है, हैना एरन मानते हैं कि पावर लोगों के पास होती है, अगर लोग नहीं होंगे इकट्ठे तो पावर नहीं होगी। हम वो भी कंसेप्ट को समझेंगे। मार्क्सिस्ट मानते हैं पावर स्ट्रक्चर में होती है, जैसे कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर पाई जाती है हम उसमें पावर को देख सकते हैं, पैट्रियार्की पाई जाती है हम उसमें पावर को देख सकते हैं। तो पावर हमेशा स्ट्रक्चर के पास होती है, ना किसी इंडिविजुअल के पास, ना ग्रुप ऑफ पीपल के पास होती है। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं। तो चलिए अब मेजर थिंकर्स के आइडिया पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टीवन ल्यूक्स पावर पर क्या कहते हैं। स्टीवन ल्यूक्स की जो बुक है वो बहुत फेमस होती है, 1974 में पब्लिश होती है। उसका नाम है पावर ए रेडिकल व्यू, जो अब तक पावर के जितना कंसेप्ट था उसको अच्छे से एनालिसिस भी करते हैं और अपनी तरफ से भी एक पावर का फेस या कह लो पावर का चेहरा हमें दिखाते हैं। वो क्या है वो भी देखने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उनके कंसेप्ट की। वो पावर के 3 फेसेस की बात करते हैं।
सबसे पहले आता है पावर एज डिसीजन मेकिंग की वो बात करते हैं। ये जो डेफिनेशन है या ये जो पावर का आइडिया है ये रॉबर्ट डाल ने दिया था हु गवर्न्स की अपनी बुक जो 1961 में पब्लिश होती है। इसमें रॉबर्ट डाल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मान लीजिए ए ने बी से अगर वो काम करवा लिया जो बी नहीं भी करना चाहता था, तो इसका मतलब है ए के पास पावर है बी से काम लेने की, ए के पास डिसीजन मेकिंग की पावर है कि वो बी से काम ले सके, चाहे बी की विल के अगेंस्ट हो, उसकी मर्जी के अगेंस्ट हो, वो करना भी नहीं चाहता उससे करवाया जा रहा है। ऐसी पावर को स्कॉलर कहते हैं कि ये पावर ऑब्वियस है, हमें नॉर्मली सोसाइटी में दिखाई दी जाती है, ये कोई हिडन फॉर्म ऑफ पावर नहीं है, हम इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस पावर में मोस्टली जो पावरफुल इंसान होते हैं उनके इंटरेस्ट ही प्रिवेल करते हैं, जैसे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास का वर्कर पर इंटरेस्ट प्रिवेल करेगा, पैट्रियार्की होने की वजह से मेल का इंटरेस्ट फीमेल पर प्रिवेल करेगा। तो मोस्टली जो पावरफुल सेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिवेल करेंगे, ये पावर का आइडिया कहता है। इसको मैं कुछ और एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जैसे पेरेंट्स की अथॉरिटी होती है चिल्ड्रन पर, बच्चे चाहे पढ़ना चाहे ना चाहे लेकिन माँ बाप उनसे पढ़वाते हैं, चाहे उनकी इच्छा के अगेंस्ट पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है पेरेंट्स के पास ये डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज है कि उनके बच्चों के लिए क्या ठीक है और उन्हें वही करना पड़ेगा जो पेरेंट्स चाहेंगे। सिमिलरली टीचर के पास होती है स्टूडेंट को लेकर, एक डॉक्टर के पास होती है पेशेंट को लेकर। जैसे कि पेशेंट चाहे इंजेक्शन ना भी लगवाना चाहता हो, दवा ना लेना चाहता हो, ऑपरेशन ना कराना चाहता हो, लेकिन डॉक्टर को पता है उसके लिए क्या ठीक है, तो इसलिए वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। सिमिलरली एक एम्प्लॉयर यानी बॉस के पास होती है कि अपने एम्प्लॉय से क्या काम लेना है, उसको क्या कहना है, तो उसके पास भी ये पावर होती है। इसलिए ये पावर की फॉर्म काफ़ी विजिबल है, हम देखते आ रहे हैं, हमें आसपास दिखाई भी दे जाती है। अब हम समझते हैं सेकंड फेस ऑफ पावर, जिसे पावर एज एजेंडा सेटिंग कहा जाता है। ये पीटर बैचराज या मॉर्टन बैरेट्स ने कहा था टू फेसेस ऑफ पावर अपनी 1962 के ऐसे में। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर ए बी के लिए कुछ बैरियर क्रिएट्स कर देता है जिसकी वजह से बी जो है कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ पर अपनी आवाज़ ही नहीं रख पाता, अपनी ओपिनियन ही नहीं बता पाता, तो हम कहेंगे ए के पास एजेंडा सेटिंग की पावर है। ए डिसाइड करेगा कि किन इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए, किन इश्यूज़ पर बात नहीं होनी चाहिए। तो ये एजेंडा सेटिंग की पावर है। इसको नॉन डिसीजन मेकिंग पावर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे को डिसीजन लेने से रोकती है कि वो अपनी बात ना रख सके, अपने इश्यूज़ ना उठा सके और उन इश्यूज़ के बेसिस पर किसी तरह का कोई डिसीजन ना लिया जा सके, ये रोकती है। इसलिए इसे नॉन डिसीजन मेकिंग पावर भी कहते हैं। ये पावर का जो फेस है वो लेस ऑब्जर्वेबल है, हम उसको आसानी से सोसाइटी में नहीं देख सकते, ये हिडन होता है, लेकिन इसको फिर भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ होती है, वो मोस्टली चाहती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर, नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेकर, ये इश्यूज़ ज़्यादातर ना ही उठाए जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भागना चाहते हैं इन इश्यूज़ के साथ डील करने से। तो इसका मतलब है डेवलप कंट्रीज़ के पास कुछ प्लेटफॉर्म पर एजेंडा सेटिंग की पावर है। वो डिसाइड करते हैं कि कौन से इश्यूज़ पर जो है डिस्कशन की जानी चाहिए, एग्रीमेंट्स होने चाहिए या डिसीजन लेने चाहिए, उनके पास एजेंडा सेटिंग की पावर रहती है। सिमिलरली ऐसे ही पार्लियामेंट में हम देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी है वो इग्नोर करती है कि ऑपोजिशन के इश्यूज़ जो है असेंबली में या पार्लियामेंट में ना उठाए जाएं, ऐसा हमें देखने को आता है। तो इसका मतलब उनके पास, रूलिंग पार्टी के पास एजेंडा सेटिंग की पावर होती है। ये पावर का सेकंड फेज है। अब हम समझते हैं पावर के थर्ड फेज को। ये मोस्ट रेडिकल व्यू है, इसको कहते हैं पावर एज थॉट कंट्रोल। इस व्यू के बारे में स्टीवन ल्यूक्स खुद बताते हैं अपनी बुक में पावर ए रेडिकल व्यू, जो 1974 में पब्लिश होती है। इसमें ल्यूक्स ये कहते हैं अगर ए के पास एक पावर है जिसकी वजह से वो बी की प्रेफरेंसेस को यानी चॉइसेस को, उसके बिलीव्स को, उसकी डिज़ायर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, तो इसका मतलब है ए के पास थॉट कंट्रोलिंग की पावर है। और ये पावर ऐसी है जिसमें बी को कुछ पता भी नहीं चल रहा कि ए उसकी प्रेफरेंसेस को, बिलीव्स को या डिज़ायर को मैनिपुलेट कर रहा है। बी अवेयर भी नहीं है इसके बारे में कि कब उसको कंट्रोल कर लिया गया, कब उसके थॉट्स को कंट्रोल कर लिया गया, उसकी प्रेफरेंसेस को चेंज कर लिया गया। इस पावर के आइडिया में हमें ये देखने को मिलता है कि लोग जो मोस्टली है बहुत सारी चीज़ों को नॉर्म्स मानते हुए, कॉमन सेंस का पार्ट मानते हुए विलिंगली सबमिट कर देते हैं और वो ये मानते हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल है, इसमें बुराई क्या हो रहा है। अब ये होता कैसे, इसको एग्जांपल से भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये पावर की एक ऐसी फॉर्म है जो मोस्ट हीडियस है, हम देख नहीं सकते,
पता ही नहीं चलता कब ये पावर एक्सरसाइज कर ली जाती है। अब एग्जांपल से समझते हैं। एडवर्टाइज़र मोस्टली इस पावर को यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर को परसुएट कर सके, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को बाय किया जाए किसी न तरह से। अगर इस चीज़ की क्लासिक एग्जांपल दूं, अगर कोई कम रेंज वाला मोबाइल फ़ोन सारे काम कर सकता है, फिर भी उसके अगेंस्ट जाकर भी लोग कभी कभी बहुत महंगा, एक्सट्रीमली महंगा मोबाइल फ़ोन लेते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसमें फंक्शन ज़्यादा है, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसको स्टेटस के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे केस में इसका मतलब है पावर को एक्सरसाइज किया गया है। पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज भी कभी कभी इस पावर को यूज़ करते हैं कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए, ताकि उनको किसी ना किसी तरह से अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स का बेनिफिट मिल सके। घर में बैठकर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसको ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगेगी जिससे उसे लगता है कि कोई दूसरी कम्युनिटी उसके कम्युनिटी के साथ कर ही गलत रही है, तो उसके अंदर पूरी नफरत बरती जाएगी जो कम्युनल टेंशन क्रिएट करेगी। इसका मतलब ये है कि उसकी डिज़ायर को, बिलीव्स को मैन्युपुलेट किया जा रहा है पॉलिटिशियन के द्वारा और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। सिमिलरली पैट्रियार्की भी जो है फैमिली में ऐसी चीज़ें करती है। सो पैट्रियार्की कुछ नॉर्म्स डिफाइन करती है वुमेन के लिए जिसमें उनको रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाती, अपनी ओपिनियन भी नहीं रख पाती, अपने राइट्स की भी डिमांड नहीं कर पाती। तो ये भी सिमिलरली वैसे ही पावर का व्यू है। पावर को इतना नेगेटिवली भी नहीं देखना चाहिए, पावर के कुछ पॉजिटिव यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि आप सोसाइटी में कुछ गुड कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप पावर यूज़ करेंगे। सिमिलरली लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक लीडर पावर यूज़ करेगा ताकि वो ग्रेटर कॉज को समझ सके, अपनी बातों को समझाने के लिए। इसी तरह अपने थॉट्स को अगर आप इफेक्टिवली सोसाइटी में रखना चाहते हो ताकि लोग आपके विचारों से इन्फ्लुएंस हो सके और एक अच्छा समाज जो है वो बिल्ड कर सके। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं और मिशेल फूको का पावर का आइडिया समझते हैं। मिशेल फूको ने अपने ऐसे द सब्जेक्ट एंड पावर जो 1982 में पब्लिश होता है उसमें पावर का आइडिया एक्सप्लेन किया है। मिशेल फूको मानते हैं कि पावर जो है वो सब जगह होती है। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन आप ये याद रखें कि मिशेल फूको का पावर का आइडिया क्या है उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। तो मिशेल फूको सबसे पहले ये कहते हैं कि पावर जो है वो हमें सब जगह देखने को मिलती है। पावर किसी इंस्टीट्यूशन के पास, किसी स्टेट के पास या सिर्फ इंडिविजुअल के पास नहीं होती है। पावर का कोई एक सोर्स नहीं होता है। पावर सब जगह दिखाई देती है। जैसे हमारी बॉडी में कैपिलरी होती है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, वो सब जगह पाई जाती है। इसी तरह हमें अपने समाज में पावर सब जगह देखने को मिल जाएगी अगर हम देखना चाहेंगे। पावर वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर भी लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा रहा है, वहाँ पर हम पावर को देख सकते हैं। और पावर कोई रिप्रेसिव नहीं होती। पावर का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि लोगों को डरा कर, धमका कर, मार कर किसी तरह से काम लिया जाता है। पावर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, यानी पावर कुछ प्रोड्यूस भी कर सकती है। पावर क्या प्रोड्यूस कर सकती है? पावर सोसाइटी में मीनिंग को प्रोड्यूस करती है, यानी कुछ चीज़ों को मीनिंग देती है कि इस चीज़ का मतलब क्या है, उस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का मीनिंग क्या होता है, एक कामकाज व्यक्ति के लिए उसके लिए जॉब क्या मायने रखती है, ऐसे मीनिंग्स दिए जाते हैं जिससे आपके बिहेवियर को रेगुलेट किया जा सके। पावर सब्जेक्ट प्रोड्यूस भी करती है सोसाइटी में। सब्जेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब है कि वो लोग जो रूल्स, नॉर्म्स या रेगुलेशंस को लेकर उनकी बात विलिंगली ओबे करते रहें, उसे सब्जेक्ट्स कहेंगे। पावर वो प्रोड्यूस करती है। पावर सोसाइटी में सोशल ऑर्डर प्रोड्यूस करती है। ट्रेडिशन, कस्टम्स के चलते हुए भी लोग जो है अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते रहते हैं, बगावत नहीं करते हैं। पावर इस तरह से रिप्रेसिव नहीं, प्रोडक्टिव भी है। मिशेल फूको ऐसी पावर को समझाने के लिए बायो पावर की टर्म भी यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जब लोगों की लाइफ को रेगुलेट किया जाए बिना उन्हें डराए धमकाए, तो वो अपने आप ही अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना शुरू कर दे, डिसिप्लिन वे में जीने लगे, कुछ नॉर्म्स या रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करने लगे। इसका मतलब है पावर का असर जो है उन पर दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंगली मिशेल फूको समझाते हैं पैनोप्टिकॉन के मॉडल से। पैनोप्टिकॉन का मॉडल क्या है? जर्मी बेंथम ने एक प्रिजन मॉडल डिज़ाइन किया था जिसे पैनोप्टिकॉन कहते हैं। जर्मी बेंथम ने ये एक मॉडल ऐसा डिज़ाइन किया था जिसमें डिफरेंट सेल्स में प्रिजनर रह रहे हैं और बीच में एक टावर है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड उन प्रिजनर को देख सकता है। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड प्रिजनर को देख सकता है, लेकिन जो सेल में प्रिजनर है वो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देख सकते क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड काले शीशों के पीछे होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड तो प्रिजनर को देख सकता है, लेकिन प्रिजनर को नहीं पता चल रहा कि सिक्योरिटी गार्ड किस सेल की तरफ नज़र रख रहा है, किसको देख रहा है, किसको नहीं देख रहा है, ये उनको नहीं पता चल रहा।
तो इससे प्रिजनर में ये भावना आएगी हमेशा ही कि शायद सिक्योरिटी गार्ड अब उनको देख रहा है, जिसकी वजह से वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे, खुद ही डिसिप्लिन में रहेंगे इस डर के मारे में कि शायद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख रहा है। आज के टाइम में सीसीटीवी कैमरा भी यही रोल प्ले कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह से लोग अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करें, चोरी डकैती मर्डर में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हुए। सीसीटीवी कैमरास हर सरकार जो है अपने शहर में, अपने गांव में लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ताकि लोगों के बिहेवियर को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो मिशेल फूको इसलिए कहते हैं कि पावर जो है हर जगह जो है एक्सरसाइज की जा रही है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी हमारे बिहेवियर को रेगुलेट किया जा रहा है वहाँ पर ही पावर एक्सरसाइज की जा रही है। इसकी डिटेल वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने मिशेल फूको की ऑलरेडी बना रखी है। अब हम समझते हैं हैना एरेंट पावर के बारे में क्या कहते हैं। हैना एरेंट पावर के बारे में कहते हैं कि पावर ना कोई फोर्स है, ना कोई स्ट्रेंथ है, ना ही कोई वायलेंस है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कहते हैं कि पावर एक्चुअली लोगों के पास होती है। जब लोग एक साथ किसी जगह पर आते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो पावर उनमें बिलोंग करती है। इंडिविजुअल के पास पावर नहीं होती है, लोगों के पास पावर होती है। जब वो एक साथ किसी मूवमेंट्स को लेकर, किसी रेवोल्यूशन को लेकर या कोई अपनी बात रखने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और पावर हमेशा पब्लिक स्फेयर में बिलोंग करती है, प्राइवेट स्फेयर में नहीं बिलोंग करती। जैसे ही लोग एक साथ जुड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो पावर एक्सरसाइज की जा रही है। जैसे ही वहाँ से वापस चले जाते हैं अपने अपने घरों में तो वहाँ पर कोई भी पावर नहीं रहती है। इसलिए पावर जो है पब्लिक स्फेयर में बिलोंग करती है, ये हैना एरेंट कहते हैं। हैना एरेंट कुछ एग्जांपल्स देते हैं। हमें रेवोल्यूशंस में ऐसी पावर देखने को मिलती है, कुछ सोशल मूवमेंट्स में हमें ऐसी पावर देखने को मिलती है। खास करके कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जब लोग अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं, किसी तरह के लीगल, इकोनॉमिक या सोशल रिफॉर्म्स को लेकर आने के लिए पब्लिक ओपिनियन रखते हैं, वहाँ पर हमें ये पावर दिखाई दी जा सकती है। हैना एरेंट का जो पावर का व्यू है वो पावर विद का व्यू है। हमने जो शुरू में पावर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मोस्टली दो पावर की डेफिनेशन आती है, पावर टू और पावर आवर को लेकर। लेकिन हैना एरेंट का जो पावर का व्यू है उसे पावर विद का व्यू माना जाता है, जो बिल्कुल पुराने ट्रेडिशनल व्यू से अलग है। अब हम समझते हैं कि सीबी मैकफर्सन पावर का आइडिया देते हैं, और वो क्या आइडिया है। मैकफर्सन कहते हैं पावर दो तरह की होती है। एक होती है डेवलपमेंट पावर। डेवलपमेंट पावर वो पावर होती है जिसमें आप अपनी क्षमता को इंक्रीज करते हैं, डेवलप करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे डेवलपमेंट पावर कहते हैं। मैकफर्सन कहते हैं डेवलपमेंट पावर एक एथिकल कंसेप्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है पावर का, क्योंकि इससे ही डिसाइड होता है कि हम ह्यूमन क्या करना चाहते हैं लाइफ में। और वहीं दूसरी ओर पावर की वो टाइप बताते हैं जिसको वो कहते हैं एक्सट्रैक्टिव पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर वो पावर है जिसमें आप दूसरों से अपना काम करवाते हो, दूसरों की विल के अगेंस्ट भी हो सकता है वो आप अपना काम करवा रहे हो। ये जो पावर की फॉर्म है मैकफर्सन मानते हैं इललेजिटिमेट है, अनएथिकल है। ऐसी पावर की फॉर्म सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी पावर की फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो वो डेवलपमेंटल पावर की डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। जो हमने डेवलपमेंट पावर समझा है जिसमें हम अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम पर जो है जोर ज़बरदस्ती की जाएगी, हमारी विल, हमारी इच्छा के अगेंस्ट हमसे काम लिए जाएंगे जो बिल्कुल फोर्स्ड लेबर की तरह होंगे। सीबी मैकफर्सन इस एक्सट्रैक्टिव पावर के अगेंस्ट लिखते हैं। वो कहते हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सट्रैक्टिव पावर नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सिर्फ हमें डेवलपमेंट पावर को अलो करना चाहिए। ये डेवलपमेंट पावर और एक्सट्रैक्टिव पावर का जो आइडिया है आप इसको नोट कर लेना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता होता है। अब हम समझते हैं लेजिटिमेसी और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले समझते हैं लेजिटिमेसी क्या होता है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशन जिसको सिटीजन खुद कंसेंट या कह लो विलिंगली ओबे करते हैं। वो मानते हैं कि ऐसे रूल्स या लॉ या ऐसी रेगुलेशंस जो बनाए जा रहे हैं उनमें उनका फ़ायदा है, इसमें हमें भी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए वो इसके अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं करते, कोई रिवोल्ट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो हम कहते हैं कि उस रूल्स रेगुलेशंस को लेजिटिमेसी मिल रखी है सिटीज़न की तरफ से। अब अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी का मतलब है जब भी पावर को लेजिटिमेली यूज़ किया जाएगा उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। कोई भी पावर है जिसको लेजिटिमेसी मिल रखी है उसको अथॉरिटी कहते हैं। इसको आसान तरीके से समझते हैं, अथॉरिटी का मतलब यही होता है पावर प्लस लेजिटिमेसी। पावर के साथ जैसे ही लेजिटिमेसी जुड़ जाती है
उसे अथॉरिटी कहते हैं। लगभग दुनिया में जितनी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट पाई जाती है उनके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब ये है कि कोई भी रूल रेगुलेशन लॉ ऐसी गवर्नमेंट लेकर आती है, सिटीज़न उसको हंसकर फॉलो करते हैं, खुश होकर फॉलो करते हैं, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ भी लेकर आएगी तो सिटीज़न जो है उसे मानेंगे ही मानेंगे। नहीं, हो सकता है सिटीज़न प्रोटेस्ट भी करे, रिवोल्ट करे, खास उस केस में जो उनको लगता है कि कुछ रूल्स लॉ उनके फेवर में नहीं है। जैसे ही रूल्स एंड लॉ को सिटीज़न का कंसेंट नहीं मिलता, वो रूल्स एंड लॉ अपने आप में लेजिटिमेट ही नहीं रह जाते, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और सिटीज़न तब प्रोटेस्ट करते हैं। इसलिए पावर को यूज़ करना पड़ता है, लाठी चार्ज करना पड़ता है लोगों पर, गवर्नमेंट को। इससे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ के आती है, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है उसको पावर को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी फोर्स करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप बड़े खुश विलिंगली अपनी मर्जी से रूल्स मानते जाएंगे। लेकिन जैसे ही अथॉरिटी ख़त्म होती है और लोग प्रोटेस्ट करना या रिवोल्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि उनको कुछ रूल्स अपने फेवर में नहीं लगते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट को पावर को यूज़ करना पड़ता है। सो जब तक अथॉरिटी है पावर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही अथॉरिटी ख़त्म होती है पावर को यूज़ करना पड़ता है। ये अथॉरिटी, पावर और लेजिटिमेसी इस तरह से इंटरलिंक्ड है। अब हम समझते हैं मैक्स वेबर अथॉरिटी की 3 टाइप्स बताते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी है। सबसे पहली वो टाइप बताते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी की। ये ट्रेडिशनल इसलिए है क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल या कल्चरल रीजन की वजह से ऐसी अथॉरिटी को लेजिटिमेट माना जाता है। ये हम कहाँ पर देखते हैं, ट्राइबल चीफ्स में ऐसी अथॉरिटी पाई जाती है। रिलीजियस लीडर्स जैसे चर्च के पॉप होते हैं उनको मिल रखी होती है। तो हिस्टोरिकली ही ये अथॉरिटी चली आ रही है, ट्रांसफ़र होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन और लोग इसको लेजिटिमेट मानते हैं, इसमें गलत नहीं मानते हैं। दूसरी अथॉरिटी होती है क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। मैक्स वेबर कहते हैं ये अथॉरिटी एक पर्सन की पर्सनल क्वालिटी से आती है। हो सकता है वो बोलने में बहुत अच्छा हो सकता है उसने समाज के लिए कुछ सेक्रीफाइस किए हो सकता है उसने समाज के लिए कुछ ऐसा किया हो जो आम इंडिविजुअल ना कर पाए हो, हीरोइज़म का एक्ट किया हो, उसमें हम क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी देखते हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स के पास क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप गांधी को ले सकते हैं, हिटलर को भी ले सकते हैं, जीसस को भी ले सकते हैं। इन सभी इंडिविजुअल में क्रिस्मेटिक अथॉरिटी पाई जाती है। थर्ड टाइप है रैशनल लीगल अथॉरिटी की। मैक्स वेबर कहते हैं ये अथॉरिटी एक पोजिशनल अथॉरिटी है। कुछ रूल्स ने, कुछ इंस्टीट्यूशन ने, कुछ प्रोसीजर ने एक पोजीशन पर ये अथॉरिटी दी है, मतलब जिसके पास ये पोजीशन होगी, जो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसके पास अथॉरिटी होगी। तो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी IAS IPS ऑफिसर आपको दिखते हैं, पुलिस के पास ये अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। जब तक वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे, अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी और लेजिटिमेट होगी और उस पोजीशन पर रहकर वो जो भी डिसीजन लेते हैं लोग उन्हें मानते हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड्स फैक्ट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साथ साथ नोट कर लेना या लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले बात आती है टालकोट पर्सन की। वो कहते हैं पावर इज लाइक मनी डेट सर्कुलेट्स इन द सोसाइटी। ये बहुत फेमस कोट है उनका, पावर को लेकर पूछा जाता होता है एग्जाम में। वो कहते हैं जैसे सोसाइटी में कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए हम पैसे यूज़ करते हैं, वैसे ही सोसाइटी में पावर का यूज़ होता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लेकर आने के लिए, ताकि लोग जो है रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन या कानून को किसी तरह से माने। इसी तरह पावर का यूज़ किया जाता है सोसाइटी में। वहीं दूसरी ओर स्टीवन ल्यूक्स कहते हैं पावर एक एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट है। एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट का मतलब ये है कि पावर के मीनिंग हर स्कॉलर जो है वो डिफरेंटली बताएगा, अपने अपने व्यू से पावर को देखेगा। किसी का और होगा, मिशेल फूको का कोई और है, हैना आरेंट का कोई और व्यू है, रॉबर्ट डाल का कोई और व्यू है, स्टीवन ल्यूक्स का ही अपना कोई और व्यू है। तो पावर एक एसेंशियली कंटेस्टेड कंसेप्ट किसने कहा है? इसको पॉपुलराइज तो स्टीवन ल्यूक्स ने किया है, बट ओरिजिनली ये नोशन दिया था WB गाली ने। ये पूछा जाता होता है एग्जाम में, इसलिए इसको भी नोट कर लेना। अब कैनेथ बॉल्डिंग की बात करते हैं। कैनेथ बॉल्डिंग 3 फेसेस बताते हैं पावर के। वो 3 फेस क्या है? पहला वो कहते हैं एक पावर की टाइप होती है डिस्ट्रक्टिव पावर,
जो हमें मिलिट्री, आर्मी या पुलिस के रूप में दिखाई देती है। दूसरी होती है प्रोडक्टिव पावर, जैसे इकोनॉमिक पावर भी कह सकते हैं। कुछ हम ट्रेड करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं। हो सकता है किसी कंट्री के पास कुछ एक चीज़ अच्छी है, दूसरी कंट्री के पास कुछ और अच्छा बनाती है, तो वो ऐसे एक्सचेंज करते हैं, उनके पास पावर है वो एक्सचेंज करने की, तो उसे प्रोडक्टिव पावर कहते हैं। तीसरी है इंटीग्रिटी पावर। इंटीग्रिटी पावर बेसिकली रिस्पेक्ट से आती है, लॉयल्टी से आती है। कभी भी किसी सोशल ग्रुप्स या ग्रुप्स की लॉयल्टी को जीतना हो तो तब इंटीग्रिटी पावर का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। ये केनेथ बॉल्डिंग कहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो को बनाने के लिए जो रेफरेंसेस को मैंने यूज़ किया है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको ये क्रैश कोर्स क्रिटिकल थ्योरी का कैसे पसंद आ रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मान लो इस धरती पे कभी डेमोक्रेसी ना आई होती तो कैसी होती ये दुनिया। लोगों के पास शायद ही कोई अधिकार होता। लोग अपनी ज़िंदगियों के लिए अपने शासक के रहमो करम पे पल रहे होते। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये सब फैसले उनकी ज़िंदगी के कोई और ले रहा होता। ना कोर्ट्स ना पुलिस होती उनकी हिफाजत के लिए। तभी तो डेमोक्रेसी का आइडिया लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकालता है। लेकिन कैसे? उसके लिए हमें डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को समझना होगा, उसके डिफरेंट आइडियाज़ को समझना होगा, थ्योरीज को समझना होगा। तभी इस वीडियो में डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी का मीनिंग समझेंगे, फिर हम डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रोसीजरल और सब्सटैंशियल डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, इसमें मोटा मोटा क्या फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी की थ्योरीज समझना जरूरी है। हम समझेंगे एलीट थ्योरी क्या कहती है डेमोक्रेसी के बारे में, प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या कहती है, पार्टिसिपेटरी थ्योरी क्या कहती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, और इनके मेजर थिंकर्स कौन कौन से हैं इन थ्योरीज के। इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और इस वीडियो को हम एंड करेंगे कुछ बोनस फैक्ट्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होते हैं इसके। डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना है। डेमोस और क्रेटोस दो शब्द मिलाकर डेमोक्रेसी वर्ड बना है। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल, जिसका मायने बनते हैं रूल बाय पीपल, यानी लोगों का राज होना, लोगों का अपना शासन होना, अपनी सरकार होना, अपने आप ही अपने लाइफ के डिसीजन लेना, उसे रूल बाय पीपल कहते हैं। बट अब सवाल ये है कि ये रूल करेंगे कैसे। तो इसके लिए डेमोक्रेसी में सिर्फ दो ही मेथड बताए गए हैं अब तक। एक है ये डायरेक्ट रूल कर सकते हैं, और दूसरा है ये इनडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए डेमोक्रेसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वो भी समझेंगे अगले पार्ट में। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इसके क्या मायने होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर डिबेट करते हैं कुछ मेजर इश्यूज़ को लेकर। मेजर इश्यूज़ कौन से? वो इश्यूज़ जो उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी कम्युनिटी की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उन इश्यूज़ पर डिसीजन लिए जाते हैं, डिस्कशंस किए जाते हैं, डिबेट की जाती है, उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि लोग अपने डिसीजन आप ले रहे हैं, अपनी सरकार आप चला रहे हैं, अपना शासन अपना राज आप चला रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कोई भी मिडिल मैन नहीं है, कोई और नहीं चला रहा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले रहा। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मायने होते हैं। इसकी एग्जांपल है, ये मॉडल की शुरुआत ही ग्रीस से हुई थी, जिसे एथेनियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वहाँ से ही इसकी शुरुआत होती है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक पुराना आइडिया था, तब पॉसिबल था जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, आज इसके मायने नहीं है, आज इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, तो आप शायद गलत है। इंडिया में ग्राम सभा की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल बनता है, जिसमें गांव में लोग डिस्कशन करते हैं एक जगह इकट्ठे होकर और फैसले लेते हैं अपने गांव के लिए। सिर्फ इंडिया ही क्यों, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी जो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी रेफरेंडम करा लिया, इनिशिएटिव या रिकॉल के थ्रू जो है, ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ही एक एग्जाम्पल बनते हैं। और अब हम समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के आइडिया को। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मोस्ट पॉपुलर आइडिया है, आप सबको पता होगा। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जिसमें लोग इलेक्शन के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है
उनके बिहाफ पर डिसीजन ले सकें, गवर्नमेंट के फंक्शंस को स्मूथली चला सके। लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, कुछ ऐसे डिसीजन ना लेने लगें जो लोगों के ही अगेंस्ट जाने लगें। तो उस केस में इलेक्शन उनके लिए एक हथियार है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को हटाने के लिए। मोस्ट कंट्रीज़ ने आज के टाइम पर डेमोक्रेसी के इसी मॉडल को अडॉप्ट किया है, इसी मॉडल को प्रैक्टिस कर रही है। इस मॉडल को ही हम लिबरल डेमोक्रेसी भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी हमेशा ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है कि सरकार लोग डायरेक्ट नहीं चला पाएंगे, सरकार चलाएंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट चलाएंगे। अर्ली लिबरल्स के लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही यही था कि लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना सरकार के द्वारा, और लोगों को जो स्टेट की पावर उन पे अत्याचार कर सकती है उससे बचाना ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके, और लोगों के राइट को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना। तभी इसको हम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये की वर्ड्स याद रखना, लिबरल डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ कर सकता है, लेकिन इन सब के मायने कहीं ना कहीं लिंक्ड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के साथ, ये ध्यान रखना आप। अब हम बात करते हैं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक तरह से पार्टिसिपेटरी मॉडल है डेमोक्रेसी का। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है डायलॉग, संवाद करना, डिबेट करना, ठीक है, डिस्कशन करना किसी चीज़ पर, ये इंपॉर्टेंट है, डेलिब्रेट करना जिसे कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओपन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी सबको जो है पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना चाहिए। अनलिमिटेड डिस्कोर्स होना चाहिए, किसी तरह की सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। एक फ्री एंड फेयर माहौल मिलना चाहिए सबको, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अपनी बात रखने का। उसी में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी आती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह जहाँ जरूरी नहीं है कि लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे तभी बातें करेंगे। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अगर ओपनली डिस्कशन की जाती है किसी टॉपिक, किसी इशू पर लेकर, तो हम कह सकते हैं कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को अलाउ किया जा रहा है। ये डायलॉग को, डिबेट्स को इतनी महत्वता क्यों देती है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी? वो इसलिए क्योंकि बेटर आर्ग्यूमेंट इमर्ज होता है। जब लोग एक साथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ आते हैं तो कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन, नई बात निकल कर आते हैं। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक एम लेकर चलती है कि हमने किसी इश्यूज़ को लेकर जहाँ पर हमारे कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, उन कन्फ्लिक्ट को रिमूव करते जाना डिस्कशन करते करते, और एक कंसेंसस पर पहुँचना। इसका मतलब है हमारी एक राय बने उस इश्यूज़ पर, हम एक जैसे सोल्यूशन पर पहुँचे और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। यहाँ तक पहुँचना डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का एक एम होता है। इसके जो मेन थिंकर्स है वो आपने याद रखने हैं। डेविड मिलर, जे ड्रिसेक और जोशुआ कोहेन जो है इसके मेन लीडर है, जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ एसोसिएट है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, वो है प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले समझते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होता है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि प्रोसीजर या रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो डेमोक्रेसी में बनाए जाते हैं उसको अच्छे से फॉलो करना। जैसे कि अगर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किसी जगह पर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। अगर वहाँ पर कुछ प्रिंसिपल जैसे कि यूनिवर्सल सफरेज, सबको वोटिंग का राइट्स मिल रखा है, कुछ बेसिक लिबर्टीज़ जो है वो सबको मिल रखी है, तो इसका मतलब है वहाँ पर डेमोक्रेसी को अच्छे से अडॉप्ट किया गया है। अगर वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि पार्लियामेंट हो गया या कोई असेंबलीज होगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो क्रिएट कर रखी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी को अच्छे से फॉलो किया गया। यानी इसका डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करने से है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करने में है, उसे हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन वहीं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी किस चीज़ की बात करती है? वो कहती है प्रोसीजर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमें हमेशा प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करते रहना है, प्रोसीजर हम कब भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट तो यही है ना, लोगों की भलाई। अगर लोगों का वेलफेयर ही नहीं हो रहा, हम सब तरह के प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर इलेक्शन भी करा रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, सबको वोटिंग राइट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का वेलफेयर ही नहीं हो रहा, तो ऐसी डेमोक्रेसी का हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी यही कहती है। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इक्वालिटी और जस्टिस का आइडिया होना, जिसकी वजह से एग्जैक्टली लोगों का वेलफेयर होगा।
अगर हम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी है, ये सब्सटेंस पर फोकस कर रही है। मेन फोकस क्या है? लोगों की वेलफेयर। एक और चीज़ जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी वाली बात करते हैं वो है लोगों की एक्चुअल पार्टिसिपेशन किसी तरह से कराना। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि लोग पार्टिसिपेट करें, सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेटिव ही उनके डिसीजन ना लेते जाएं। लोगों की पार्टिसिपेशन को किसी तरह से और ज़्यादा बढ़ाना, वो किसी भी वे में हो सकता है, जैसे कि डिस्कशंस कराए जाएं उनकी, वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है कि उन्हें डिस्कशन करने का मौका दिए, फ्री स्पीच जो है वो अलाउ की जाए, सेंसरशिप ना हो, इसके अलावा वो अपनी यूनियंस बना सके। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अलाउ करना, इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन दिखाई देगी। ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी की ही एक एग्जाम्पल है, और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी की ही एक एग्जाम्पल है। अगर आपको सोशल डेमोक्रेसी का आइडिया पूछा जाता है तो दिमाग में आपने सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को रखना है, और अगर आपसे लिबरल डेमोक्रेसी का आइडिया पूछा जाता है तो आपने अपने दिमाग में प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के आइडिया को रखना है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तभी आप एग्जाम में अगर स्टेटमेंट टाइप कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आप अब कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए अब जानते हैं डेमोक्रेसी की थ्योरीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एलीट थ्योरी, डेमोक्रेसी की क्या कहती है। डेमोक्रेसी की एक फेमस डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन ने दी थी, वो थी डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब एलीट थ्योरी कहती है कि डेमोक्रेसी में हम इतनी बात करते हैं ना लोगों की, कि लोगों का ही शासन है, लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों के लिए है, इतना हम लोगों की बात करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअली। डेमोक्रेसी अपने आप में एक मिथ है, अगर हम उसे लोगों का शासन मानते हैं। नहीं होता ऐसे। वो क्यों मिथ कहते हैं ये जान लेते हैं। वो कहते हैं डेमोक्रेसी मिथ इसलिए, सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते ही नहीं अपने, लोग वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ही इम्पोज कर रहे हैं अपने आप को लोगों पर, वोटर पर। यानी लोग जो हैं अपने आप सरकार चलाने के काबिल नहीं होते हैं, उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव इतने काबिल बन जाते हैं कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचती, उनको किसी ना किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना ही पड़ता है। यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि समाज में कुछ एलीट लोग होते हैं जिनकी समझ और इंटेलिजेंस आम लोगों से कुछ ज़्यादा होती है, जिनमें कुछ खास स्किल होते हैं जिसकी वजह से वो लीडर होते हैं, जिसकी वजह से वो रूल करते हैं। तो इन्हीं एलीट को आम लोगों को जो है चुनना पड़ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो इसीलिए डेमोक्रेसी मिथ बन जाती है, क्योंकि लोग किसी तरह से राज नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं चुन रहे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको चूज़ करना ही पड़ेगा। तो एलीट थ्योरी बेसिकली कहती है कि हमारे समाज में दो तरह के ही लोग पाए जाते हैं। सोसाइटी को दो कैटेगरी में लोगों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं एलीट, जो हमेशा ही माइनॉरिटी में होते हैं, कम नंबर में होते हैं, और दूसरे होते हैं जो मेजॉरिटी में आम लोग, मासेस जिसे कहते हैं। एलीट और मासेस पाए जाते हैं। एलीट वो लोग होते हैं जो अपनी पोजीशन पे टॉप आते हैं सोसाइटी में, कहने का मतलब जिनके पास कुछ खास एबिलिटी होती है, अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, उनके पास कुछ ऐसी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हो सकती है, सुपीरियर क्वालिटीज़ हो सकती है जो उन्हें लीडर बनाती है। ये एलीट थ्योरी कहते हैं। और लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको जो है अपने लीडर को चूज़ करना होगा, एलीट को चूज़ करना होगा। अब हम जानते हैं कि एलीट थ्योरी के मेजर थिंकर्स कौन है। ये सारी लिस्ट और उनकी मेजर जो बुक्स है वो मैंने आपके सामने दे रखी है। इन एक एक थिंकर को अपनी मैंने पुरानी वीडियो एलीट थ्योरी में एक्सप्लेन कर रखा है कि ये थिंकर कौन कौन से मेन आर्ग्यूमेंट देते हैं, क्या कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, एलीट के बारे में, लोगों के बारे में। वो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब हम नेक्स्ट थ्योरी समझते हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है। प्लूरलिस्ट थ्योरी ये मानती है कि सोसाइटी में कुछ डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये अपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट को डिमांड रखती है, ये कहते हैं। अब ये कैसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ट्रेड यूनियन होगी, फार्मर यूनियन होगी, इनके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन क्या बात करेगी? ट्रेड यूनियन बात करेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस ड्यूटीज़ है या टैक्सेस है उनको कम कर दिया जाए। फार्मर यूनियन बात करेगी सब्सिडीज़ को लेकर, फ्री इलेक्ट्रिसिटीज़ को लेकर, किसी तरह के सीड्स को लेकर। इस तरह की यूनियन जो है डिमांड्स रखेगी गवर्नमेंट के सामने। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी यही कहते हैं। ये हो क्या रहा है एक्चुअली, यही तो हो रहा है। ये गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आए,
कोई लॉ या रूल या रेगुलेशन लेकर आए वो इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आए, इनका इंटरेस्ट भी जो है सोसाइटी में प्रमोट किया जाए। इसीलिए प्लुरलिस्ट कहती है कि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं, किसी तरह के एलीट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो ये एलीट और रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी जो दी जाती है डेमोक्रेसी की, उसको ये रिजेक्ट करती है। कहते हमें उस थ्योरी से आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए, हम इन ग्रुप्स को जो नहीं छोड़ सकते, जो ट्रेड यूनियन, फार्मर यूनियन, टीचर यूनियन, डॉक्टर यूनियन, बहुत सारी यूनियंस होती है, ये भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आने के लिए। तो ये भी एक डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है जिसे हम प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो एक डिफरेंट एंगल डेमोक्रेसी का, एलीट या रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी से हट कर देती है। अब हम जानते हैं इसके मेजर थिंकर्स कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है, यूएसए में मोस्टली इन्होंने स्टडी की थी एएफ बेंटले ने, जिनकी बुक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 में पब्लिश होती है। सिमिलरली डेविड ट्रूमैन ने द गवर्नमेंटल प्रोसेस बुक लिखी है जो 1951 में पब्लिश होती है। ये बेसिकली ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मायने यही है कि जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ ग्रुप्स हैं वो कैसे जो है समाज में पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे पॉलिटिकल गेम जो है प्ले कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को रख रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसी को लेकर आने की डिमांड कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो इन ग्रुप्स के साथ भी चल रही है, ये भी ध्यान में रखना होगा। रॉबर्ट डाल जो अपनी बुक ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में पब्लिश होती है, उसमें भी वो इसी तरह का आइडिया देते हैं, जिस आइडिया का वो नाम रखते हैं पॉलीआर्की। पॉलीआर्की का मतलब है डिफरेंट ग्रुप जो है वो सोसाइटी में रूल करते हैं, और यही जो ग्रुप्स होते हैं अपने जब इंटरेस्ट को रखते हैं एक दूसरे के सामने, जब इनमें इंटरेक्शन होती है तो पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस के, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर आती है उसको इन्फ्लुएंस किया जाएगा। उसी आइडियाज़ को ये एक डिफरेंट कंसेप्ट से डिफाइन करते हैं, उसे पॉलीआर्की कहते हैं। रॉबर्ट डाल का ये आइडिया है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट थ्योरी समझते हैं, वो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ कैसे। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की थ्योरी क्या कहती है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की थ्योरी एलीट थ्योरी को भी रिजेक्ट करती है, आप कह सकते हैं ये प्लुरलिस्ट थ्योरी को भी रिजेक्ट करती है, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी को भी रिजेक्ट करती है। ये सारी पिछली थ्योरीज जो हमें पढ़ी है उसको रिजेक्ट करती है और डिमांड करती है कि हमें डेमोक्रेसी को एक और वे से देखने की ज़रूरत है। वो क्या वे है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहती है कि लोग जो है सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं होते, जैसे मेजर थ्योरीज ने मान रखा है। लोग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वोट करने ही जाते, इतना ही बस काम नहीं करते, लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हमें वो भी देखना होगा कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी वो पिटीशंस डाल रहे हैं कोर्ट्स में, ठीक है, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन चेन्स बना रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग ऐसे, जो ये इंश्योर करती है कि लोग भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब लोग एक साथ इकट्ठे होकर पिटीशन डालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ह्यूमन चेन बनाते हैं, कुछ मूवमेंट्स को लेकर आते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों, तो ये सारा चीज़ें क्या शो करती है? यही शो करती है पब्लिक इंटरेस्ट, लोग क्या चाहते हैं ये चीज़ की समझ आती है, और उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ को शेप करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आती है, कुछ लॉ बनाती है या कुछ लॉ को वापस ले लेती है। ये सारा कुछ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहती है कि लोग इस तरह से भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी हमने देखना होगा, ज़रूरी नहीं कि वो एलीट के थ्रू ही जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी पे, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी तरह के ज़रूरी नहीं कि ग्रुप बनाकर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे प्लूरल थ्योरी कहते हैं। वो ऐसे भी आ सकते हैं बिना किसी यूनियन के, बिना किसी ग्रुप के, बिना किसी एलीट के, बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के, वो खुद ही अपने आप में लीडर होते हैं। ज़रूरी नहीं उन्हें हमेशा ही किसी लीडर की ज़रूरत पड़ती है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पुरानी थ्योरीज, कन्वेंशनल थ्योरी से हटकर थ्योरी देती है। इसके मेन थिंकर्स कौन से हैं? इसके मेजर थिंकर्स है, सबसे पहले सीबी मैकफर्सन की बात करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि एलीट थ्योरी ने हमें बताया है कि डेमोक्रेसी में हमेशा दो या दो से ज़्यादा जो एलीट होते हैं उनमें कंपटीशन होता है। एक पावर में आता है तो दूसरा पावर में नहीं होता, फिर दूसरा पावर में आ जाएगा तो पहले वाला पावर में नहीं होगा। ये कंपटीशन हमेशा चलता रहता है, हमें एलीट थ्योरी ने ये बताया है। और एलीट थ्योरी कहती है कि डेमोक्रेसी में ज़्यादा लोगों की कोई महत्वता नहीं है, मासेस का दिमाग इतना ज़्यादा नहीं होता है, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं लीड की तरह, इसलिए उन्हें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो कम पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग तक ही वो सीमित रहते हैं। सीबी मैकफर्सन कहते हैं ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि इंडिविजुअल जो है, लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें,
ठीक है, किसी भी तरह से गवर्नमेंट के प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, चाहे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में करे, ग्रुप बनाकर करे, सिविल सोसाइटी बनाकर करे, यूनियंस बनाकर करे, किसी भी तरह से करे, एक्टिवली पार्टिसिपेशन जरूरी है। हमेशा जो है एलीट में कंपटीशन नहीं होता डेमोक्रेसी में, हमें ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसके साथ नाम आता है जीन जैक्स रूसो का, जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया देते हैं और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के पायोनियर माने जाते हैं, यानी सबसे पहले मेजर थिंकर जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इनका जनरल विल का आइडिया तो आपको पता होगा, वही आइडिया से निकल कर आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया, वही आइडिया से निकल कर आता है इनके पॉपुलर सॉवरेनिटी के आइडिया। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, वो है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है? मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अब तक जो हमने डेमोक्रेसी की फॉर्म दुनिया में देखी है ना, वो लिबरल डेमोक्रेसी की ही फॉर्म है। और जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ बुर्जुआस डेमोक्रेसी है, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास की बनाई हुई एक डेमोक्रेसी। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को ही प्रमोट करती है सोसाइटी में। आम लोग जो ज़िंदगी में काम कर रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, उनकी वेलफेयर पर फोकस नहीं होता, ये कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करने में लगी हुई है लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं डेमोक्रेसी को ओवरऑल हम रिजेक्ट नहीं करते, डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो तो यही कहता है ना, लोगों का वेलफेयर हो, लोग किसी तरह से जो है अपने डिसीजन ले सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, तो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं करते। लेकिन ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी आ नहीं सकती। डेमोक्रेसी सही मायने में तभी आ सकेगी जब तक हम सोसाइटी में क्लासेस को ख़त्म नहीं कर देते। अगर सोसाइटी में क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास, ऐसी क्लासेस एग्जिस्ट कर रही है, डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे तो वो डेमोक्रेसी आएंगे जिसको हम सही मायने में सच्ची डेमोक्रेसी कहेंगे, ट्रू डेमोक्रेसी कहेंगे, जिसमें लोगों का वेलफेयर होगा। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती है ऐसी डेमोक्रेसी या क्लासलेस सोसाइटी बनाने के लिए हमें रेवोल्यूशन को लेकर आना होगा, जिसमें हम कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करेंगे, प्रोलेटेरियत डिक्टेटरशिप लेकर आएंगे, यानी वर्किंग क्लास जो है वो समाज चलाएगी कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी फेज के लिए वो चलाएगी समाज। जैसे जैसे ही वर्किंग क्लास से पावर जो डिफ्यूज़ होकर धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचती जाएगी, कम्यून बनते जाएंगे, कम्युनिज्म आता जाएगा, वैसे वैसे ही हमें ट्रू डेमोक्रेसी भी देखने को मिलती जाएगी। जैसे ही कम्युनिज्म आ जाता है, क्लास ख़त्म हो जाएगी, अपने आप में स्टेट भी ख़त्म हो जाएगी, लोगों के इंटरेस्ट को एक्चुअली प्रोटेक्ट ऐसे ही डेमोक्रेसी कर पाएगी। तो कम्युनिज्म आएगा तो डेमोक्रेसी आएगी, नहीं तो नहीं आएगा। इन शॉर्ट मार्क्स का ये व्यू था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मार्क्सिस्ट थिंकर के साथ और उनकी स्टेटमेंट को समझते हैं। मार्क्स एंड एंजल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखते हैं, एक कोट है उनका, ये कोट आप याद रखना, दैट द एग्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न स्टेट इज बट ए कमेटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द होल बुर्जुआस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मॉडर्न स्टेट के एग्जेक्टिव है, जो मॉडर्न स्टेट के मंत्री है, ठीक है, या मंत्री संतरी जो भी है, मॉडर्न स्टेट किसे कह रहे हैं? आज की स्टेट को। ये एक ऐसी कमेटी है जो कुछ नहीं करती है, सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को या उनके अफेयर को मैनेज कर रही है, यानी आम लोगों की ज़िंदगी के साथ इन्हें लेना देना कुछ नहीं है। ये सिर्फ अमीर जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था, ये पूछा जा सकता है कोट। लेनिन ने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का आइडिया दिया था। लेनिन ने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का आइडिया इसलिए दिया था क्योंकि लेनिन एक ऐसे थिंकर हैं, एक ऐसे लीडर है जो मार्क्स की थ्योरीज़ को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मार्क्स की थ्योरी में एक डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरियत का आइडिया है, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास को ख़त्म करके जो रूल आएगा वो वर्किंग क्लास का आएगा, प्रोलेटेरियत क्लास का आएगा, और कुछ टाइम के लिए वो डिक्टेटरशिप करेंगे उन क्लास पर, ठीक है, फोर्सफुली जो है वो सोशलिज्म लेकर आएंगे, फिर उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। तो ये जो डिक्टेटरशिप के आइडिया है उसको डेमोक्रेटिक करैक्टर देने के लिए, ठीक है ना, उसकी डिक्टेटरशिप को कह सकते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का आइडिया आता है, वो लेनिन लेकर आते हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का आइडिया क्या है या मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे ताकि पता चले आपकी तैयारी कितनी चल रही है। इसके साथ एक और कोट समझते हैं हेनरी लेफेर का, जो सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स 1968 में लिखते हैं कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत है वही एक्चुअली अपने आप में डेमोक्रेसी है, वही कंक्रीट डेमोक्रेसी है। ये एक ऐसी कोरेसिव पावर होगी जहां पावर आ जाएगी मेजॉरिटी के पास,
ठीक है, मिनॉरिटी पर रूल करने के लिए। क्योंकि अभी तक जो इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी की बात की है, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है या एलीट डेमोक्रेसी की थ्योरी है, वो हमेशा कहती है मिनॉरिटी ही रूल कर रहे हैं सोसाइटी में, कभी भी मेजॉरिटी रूल नहीं करते। तो कहते हैं ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत मान लीजिए अगर आ जाती है तो इसका मतलब है एक्चुअली डेमोक्रेसी आ गई, क्योंकि वर्किंग क्लास हमेशा गिनती में ज़्यादा होगी कैपिटलिस्ट क्लास से, तो मेजॉरिटी रूल करेगी सोसाइटी में अब मिनॉरिटी पर। तो आम लोग जो है, जो वर्किंग क्लास की फॉर्म में है, वो रूल करने लगेगी कैपिटलिस्ट क्लास पर, तो मेजॉरिटी मिनॉरिटी पे रूल करने लगेगी। तो कंक्रीट डेमोक्रेसी हम समाज में इस्टेब्लिश करेंगे, ये हेनरी लेफेब्रे कहते हैं। चलिए डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बोनस फैक्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात आती है एवी डाइसी की, जो अपनी बुक लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड जो 1905 में पब्लिश होती है, उसमें लिखते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जो मेजॉरिटी की ओपिनियन है वही डिसीजन है, वही अपने आप में लॉ है, यही डेमोक्रेसी का मतलब है। जेम्स प्राइस अपनी मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक में जो 1921 में पब्लिश होती है, उसमें डेमोक्रेसी की जो भी गवर्नमेंट पाई जाती है जहाँ जहाँ पर भी, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को जो है वो कंपेयर करते हैं दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म के साथ जो नॉन डेमोक्रेटिक है, और अपने आप में ये प्रेफर करते हैं कि डेमोक्रेसी ही अपने आप में बेस्ट गवर्नमेंट है, वही एक सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ये दोनों थिंकर जो है क्लासिकल डेमोक्रेसी की थ्योरी के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकली डेमोक्रेसी को नहीं देख रहे, ये डेमोक्रेसी को रैदर प्रेफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे थिंकर्स भी हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, जैसे कि प्लेटो, अरिस्टोटल, टॉकविले, जो टिरनी ऑफ मेजॉरिटी का आइडिया देते हैं। ये हमेशा डेमोक्रेसी को ऑब्जेक्ट करते आए हैं, यानी क्वेश्चन करते आए हैं। डेमोक्रेसी को मॉब रूल मानते हैं, मेजॉरिटी का रूल मानते हैं, सही रूल नहीं मानते हैं। इसके अगेंस्ट वो प्रेफर करते हैं कोई एक्सपर्ट या कोई अच्छे रूलर जो है वही सोसाइटी पर रूल करे तो सही चीज़ मानी जाएगी। ये डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंकर जे.एस. मिल की, जो डेमोक्रेसी को तो सोसाइटी में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करती है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों, वहाँ पर चाहते हैं ये डेमोक्रेसी आए। और ये चाहते हैं जो पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं उनको प्लूरल वोटिंग दी जाए, यानी एक से ज़्यादा वोटिंग के अधिकार उनको होना चाहिए। जब वो वोट देंगे तो उनके पास वोटों की गिनती आम लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एजुकेटेड लोग ही जो है सही तरीके से पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, इसलिए उन्हें प्लूरल वोटिंग मिलनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जे.एस. मिल सीक्रेट बैलेट सिस्टम के अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते वोटिंग हमेशा सीक्रेट में होनी चाहिए जैसे आप आम देखते हैं आजकल होती है। तो जे.एस. मिल क्यों अगेंस्ट थे, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर सोच सकते हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम के अगेंस्ट क्यों रहे होंगे। बेंजामिन बार्बर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी जो 1984 में बुक पब्लिश होती है, उसमें वो एक आइडिया को दोबारा प्रमोट करना चाहता है। उसे वो कहते हैं कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है जहाँ पर भी पॉसिबल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो पॉसिबल करानी चाहिए। ठीक है, इससे डेमोक्रेसी जो है सही तरीके में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनी रहेगी। कैरोल पेटमैन जो अपने आप में फेमिनिस्ट हैं, वो पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी 1970 में अपनी बुक लिखती है। वो भी पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स को किसी तरह से प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रिवाइव करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेजो रूजो ने आइडिया दिया था, उससे इन्फ्लुएंस होकर ही कुछ ये अपनी थ्योरीज पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स में देती हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैंने रेफरेंसेस को यूज़ किया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। सिटीजनशिप के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम सिटीजनशिप के लिटरल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसमें समझेंगे सिटीजनशिप के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जिसमें हम समझेंगे कि लीगल सिटीजनशिप का मीनिंग क्या होता है, मल्टीपल और लिमिटेड सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस होता है, सिविक वर्च्यू राइट्स एंड ड्यूटीज़ की जो डिबेट है वो क्या है, सिविक वर्च्यू क्या है, ये कंसेप्ट किसने दिया है, इसके बारे में समझेंगे। फिर समझेंगे हम टोटल सिटीजनशिप का आइडिया क्या कहता है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टी.एच. मार्शल का सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या है, वो इस पर क्या कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सोशल और एक्टिव सिटीजनशिप की जो डिबेट है वो हम इसमें जानेंगे, और साथ ही सिटीजनशिप के जो अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं वो पूछे जाते होते हैं एग्जाम में, उनको समझेंगे। जैसे कि मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं सिटीजनशिप को लेकर, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरलिस्ट क्या कहते हैं, या ग्लोबलिस्ट यानी जो ग्लोबलाइजेशन और सिटीजनशिप को कनेक्ट करके देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो कुछ इस तरह सिटीजनशिप के कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं सिटीजनशिप के मीनिंग के बारे में। सिटीजनशिप के वर्ड का जो ओरिजिन है वो दो वर्ड से होता है, एक लैटिन वर्ड सिविस से और दूसरा ग्रीक वर्ड है पोलाइट से। इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पॉलिस और सिटी,
यानी एक शहर का या एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर जिसको कुछ राइट्स होंगे, जिसको कुछ एंटाइटलमेंट्स होंगे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन कर सकेगा, डिसीजन लेने का जिसके पास राइट्स होंगे। ये मीनिंग चलता आ रहा है सिटीजनशिप का। आज के कंटेक्स्ट में सिटीजनशिप का अगर मीनिंग देखें तो यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है कि सिटीज़न वो होता है जो किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर है, जिसको कुछ राइट्स मिले हैं लेकिन उसके साथ उसकी कुछ ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन होती है जिसको उसने फुलफ़िल करना होता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को मिलाकर सिटीजनशिप जो है अपने आप में कंप्लीट एक कंसेप्ट बनता है। तो इसमें दो एंटिटी के संबंध की बात की जाती है, एक होते हैं इंडिविजुअल और दूसरी होती है स्टेट। स्टेट जो है वो इंडिविजुअल को कुछ राइट्स देगी, सर्टन राइट्स जो इंडिविजुअल एंजॉय कर सकता है। वहीं दूसरी ओर स्टेट इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करती है कि उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, स्टेट की तरफ कुछ ऑब्लिगेशन है जिनको उन्हें पूरा करना होगा। सो इन शॉर्ट, जिस स्टेट में इंडिविजुअल को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं जिसको वो एंजॉय कर रहा है, वो वहाँ का सिटीज़न है और उस सिटीज़न की अपने स्टेट प्रति, अपने कंट्री प्रति कुछ ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन होगी जो उसे फुलफिल करनी होगी। ये ट्रेडिशनली सिटीजनशिप की डेफिनेशन ऐसे चलती आ रही है। लेकिन सिटीजनशिप का कंसेप्ट अपने आप में और वाइडर है, वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ तक सीमित नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हमें समझना होगा। इसलिए हम सिटीजनशिप के एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डेफिनेशन या टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं लीगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है। लीगल सिटीजनशिप का मतलब है आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की स्टेट ने आपको कुछ लीगल राइट्स दे रखे हैं, स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट करती है, आप उन राइट्स को एंजॉय कर सकते हो और कोई भी वो राइट जो है आपसे छीन नहीं सकता। इसमें कुछ राइट्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राइट टू लिव एंड राइट टू वर्क, जहाँ हो सकता है राइट टू वोट या इलेक्शन में खड़े होना, किसी भी मिलिट्री या स्टेट सर्विस को ज्वाइन करने का राइट जो है आपके पास हो। अगर किसी स्टेट के इंडिविजुअल को ऐसे राइट्स मिल रखे हैं तो इसका मतलब वो वहाँ की लीगल सिटीजनशिप का हकदार है। लीगल सिटीजनशिप में जिनको राइट्स मिल रखे वो तो हकदार है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सबको राइट्स मिले हो सकता है उनको इन राइट्स से एक्सक्लूड किया गया हो। लीगल सिटीजनशिप इसलिए लिमिटेड है। सब्जेक्टिव या एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट सिटीजनशिप का क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक अपनी स्टेट के प्रति वफादारी होना, लॉयल्टी की सेंस होना, अपनी स्टेट के साथ प्यार होना, ये सारी चीज़ें जो है एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है सिटीजनशिप का, जो सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है कोई वफादार ना हो स्टेट में रहते हुए, हो सकता है कोई वफादार है, हो सकता है किसी को अपनी कंट्री से प्यार हो सकता है किसी को नहीं भी हो सकता। तो ये कोई लीगली सैंक्शन चीज़ नहीं है, ये आप पर डिपेंड है, इंडिविजुअल पर डिपेंड है कि वो कितना वफादार है या कितना नहीं है। इसीलिए देखने को मिलता है कि कुछ सिटीज़न हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको लीगल राइट्स तो मिल रखे हैं स्टेट में, लेकिन फिर भी कुछ सोशल डिसएडवांटेज की वजह से या किसी तरह की वो अपनी ही कंट्री में कुछ डिस्क्रिमिनेशन ऐसी फेस करते हैं, वो खुद उस स्टेट के साथ जुड़ नहीं पाते और वो अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन या थर्ड क्लास सिटीजन समझने लगते हैं। अपने आप को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन समझना ये कोई लीगली एक्सेप्टेड डेफिनेशन या स्टेट ने डेफिनेशन नहीं दे रखी उन सिटीजन को, ये सिटीजन खुद ही मान रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है कि वो क्या फील कर रहे हैं, ये भी कभी कभी मैटर करता है सिटीजनशिप के मामले में। अब हम जानेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ का सिटीजनशिप के साथ क्या लिंक है। सिटीजनशिप जो है वो मोस्टली इंडिविजुअल को एक स्टेट कैसे राइट्स देती है यहाँ तक ही सीमित रहती है, बट जैसे जैसे सिटीजनशिप का कंसेप्ट एक्सपैंड होता जाता है, स्टेट जो है अपनी सिटीजन की तरफ से कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ की भी उम्मीद रखती है कि उनको कुछ ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी होगी। इंडिया के केस में भी आपने देखा होगा, पहले फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए थे, बहुत देर बाद जाकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड कर दिया गया। तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता गया, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी जो है उस पर भी जोर देना शुरू कर दिया गया। तो यहाँ पर कैसी ड्यूटीज़ की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप सोशल राइट्स एंजॉय करते हो सोसाइटी में, जैसे बहुत सारी एजुकेशन, हेल्थ केयर, पेंशन या अदर बेनिफिट्स की प्रोविज़न को एंजॉय करते हो, तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है, आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप टैक्सेस पे करो, उन्हीं टैक्सेस से तो ये सारी प्रोविज़न आएगी। सो इस तरह से ड्यूटीज़ और राइट्स का जो है सिटीजनशिप का कंसेप्ट में बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत समझी जाती है। ऐसी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन को डायरेक्ट हीटर सिविक वर्च्यूज़ कहते हैं। सिविक वर्च्यूज़ का मतलब है कि अपने स्टेट के प्रति वफादारी होना और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम अगर अपनी स्टेट में कुछ राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उसके फेवर में हम कुछ ड्यूटीज़ भी जो है वो अदा करेंगे। ये सिविक वर्च्यू का कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना। अब हम समझते हैं मल्टीपल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को। डायरेक्ट हीटर ने ही मल्टीपल सिटीजनशिप की टर्म को यूज़ किया है। वो कहते हैं कि नेशन स्टेट के अलावा भी सिटीज़न की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है अपनी दूसरी आइडेंटिटीज़ को लेकर।
रेशियल आइडेंटिटीज़ को लेकर किसी एथनिक ग्रुप के साथ जुड़ा है या किसी कल्चरल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो वहाँ पर भी एक सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहा है, वहाँ पर भी वो जो है अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है। तो अपने ऐसे ग्रुप्स के मेंबर से भी वो कुछ उम्मीद रखता है, कुछ डिमांड्स रखता है। तो डेरेक हीटर कहते हैं कि सिटीजनशिप हमेशा नेशनल आइडेंटिटी के साथ रिलेट करके नहीं देखना चाहिए। जहाँ पर भी इंडिविजुअल किसी से डिमांड रख रहा है, कुछ राइट्स की उम्मीद कर रहा है और वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर रहा है, कोई भी वो ग्रुप हो, रेशियल, एथनिक या कल्चरल, तो इसका मतलब है वो अपने आप को उसका भी सिटीज़न मान रहा है, उसके साथ भी वो रिलेट करके देख रहा है। हमें सिटीजनशिप के होराइजन को नेशनल स्टेट के साथ ही जोड़कर नहीं देखना, इससे वाइडर करके देखना होगा, इसलिए मल्टीपल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेड सिटीजनशिप की। ये लिमिटेड सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है लिबरल डेमोक्रेसीज में पाया जाता है। लिमिटेड सिटीजनशिप का कंसेप्ट क्या है? लिमिटेड सिटीजनशिप ये कहता है कि इंसान की लाइफ के जो अदर स्फीयर्स हैं वो सारे नॉन पॉलिटिकल और इररेलेवेंट होते हैं। यानी ये सिटीजनशिप जो भी राइट्स रिकॉग्नाइज करता है सिटीजन के लिए वो सिर्फ पब्लिक स्फेयर में काम आते हैं। बाकी और जितने भी रेशियल, एथनिक, रिलीजियस या कल्चरल मैटर्स पर उसको कुछ राइट्स की ज़रूरत है, वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो इररेलेवेंट मानते हैं और वो सिटीजनशिप का इसको पार्ट नहीं मानते हैं। इसीलिए इसे लिमिटेड सिटीजनशिप कहा जाता है। अब हम समझते हैं टोटल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को। टोटल सिटीजनशिप का कंसेप्ट आप एसोसिएट कर सकते हो नाजी जर्मनी के साथ। यहाँ पर ये डिमांड की जाती है सिटीजन से कि वो स्टेट के प्रति पूरा वफादार रहे, पूरे एब्सोल्यूट तरीके से, अनलिमिटेड तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे, जिसमें राइट्स की वो उम्मीद कम रखें, सिर्फ ड्यूटीज़ पर जो ध्यान दे। तो वो टोटल सिटीजनशिप हो जाती है, जहाँ पर राइट्स की ज़्यादा बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज़ पर फोकस किया जाता है, उसे टोटल सिटीजनशिप कहते हैं। अब हम समझते हैं टी.एच. मार्शल के सिटीजनशिप के कंसेप्ट के बारे में। टी.एच. मार्शल अपनी बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जो 1950 में पब्लिश होती है, उसमें सिटीजनशिप के आइडिया को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं सिटीजनशिप का मतलब होता है कम्युनिटी की फुल मेंबरशिप होना। मार्शल का जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो 2 थीम्स पर आधारित है। कैसे? पहली चीज़ है, टी.एच. मार्शल कहते हैं जब भी सिटीजनशिप मिले कहीं पर भी तो इक्वालिटी के बेस पे होनी चाहिए। यानी सिटीजनशिप में अगर किसी सिटीजन को कुछ राइट्स दिए जाते हैं तो वो राइट्स बाकी सिटीजन्स को भी मिलने चाहिए। तो इक्वल राइट्स जो है सभी सिटीजन को उस कंट्री में मिलने चाहिए। दूसरा थीम ये है इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि स्टेट को कुछ ऐसा करना होगा कि उसके जो सिटीजन है वो अपनी लोकल आइडेंटिटी से ऊपर उठे, जो रिलीजियस, एथनिक, कल्चरल आइडेंटिटी से अपने आप को ऊपर उठकर नेशनल आइडेंटिटी के साथ रिलेट कर सके। तो कुछ इस तरह से नेशन बिल्डिंग करनी होगी वहाँ पर कि लोग अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठ के नेशनल आइडेंटिटी के साथ इंटीग्रेट करने लगे। ये मार्शल के सिटीजनशिप के 2 मेन थीम हैं। लेकिन मार्शल का कंसेप्ट सिटीजनशिप का यहाँ तक सीमित नहीं है। मार्शल बात करते हैं कि सिटीजनशिप अगर कहीं पर भी होनी चाहिए तो बेसिकली 3 तरह के जो राइट्स हैं वो ज़रूर रिकॉग्नाइज किए जाने चाहिए। सबसे पहली बात आती है सिविल राइट्स की, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट या राइट टू प्रॉपर्टी जैसे राइट्स होने चाहिए। ऐसे राइट्स बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट की पावर को चेक में रखेंगे। ये राइट्स वो राइट्स है जिसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर किया जाता है। दूसरे तरह के राइट्स है पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ऐसे राइट्स मिलते हैं। जो स्टेट ऐसे राइट्स देगी तो इसका मतलब है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट की गई है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए सिटीजन के लिए ये राइट्स का होना जरूरी है। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि सिटीजन जो है पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सके। और तीसरे और इम्पोर्टेंट राइट मार्शल कहते हैं वो है सोशल राइट्स। सोशल राइट्स में आपको वो राइट्स दिए जाते हैं जो आपका बेसिक मिनिमम सोशल स्टेटस सोसाइटी में इंश्योर करते हैं, जैसे राइट टू लिव, बेसिक वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी। ऐसे सारे जो राइट्स है जो जीने के लिए या समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होने के लिए ज़रूरी है। ऐसे राइट्स वेलफेयर स्टेट क्रिएट करते हैं और टी.एच. मार्शल सोशल राइट्स को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि ये राइट्स जो है देने ही होंगे सिटीजन को। चलिए अब समझते हैं सोशल और एक्टिव सिटीजनशिप की क्या डिबेट है। सबसे पहले समझते हैं सोशल सिटीजनशिप क्या है। एक्चुअली मार्शल के जो सोशल राइट्स अभी हम समझ के आए हैं ये उसी पर आधारित है, उसी को सोशल सिटीजनशिप कहते हैं, जिसमें वेलफेयर स्टेट का आइडिया है, जिसमें सोशल इक्वालिटी का आइडिया है कि सबको जो है राइट टू लिव या राइट टू वर्क जैसे राइट्स मिलने चाहिए, मिनिमम वेजेस के राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सके। ये जो राइट्स जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर सोशल सिटीजनशिप पाई जाती है।
तो बेसिकली ये राइट्स इसलिए मिलने चाहिए ताकि पॉवर्टी से अपनी पोजीशन इंडिविजुअल एलिवेट कर सके, उसको अपनी लाइफ में जो हार्डशिप्स या ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ते हैं वो स्टेट जहाँ तक हो सके उसको रिमूव कर सके। सोशल सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल भी कैपिटलिज्म को रिप्लेस नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कैपिटलिज्म साथ साथ चलेगा लेकिन उसके विद इन वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश की जाएगी, ऐसे सोशल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सोशल सिटीजनशिप का ध्यान रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक्टिव सिटीजनशिप क्या कहते हैं? एक्टिव सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो न्यू राइट या नियो लिबरलिज्म की थ्योरी पर बेस है। वो ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह के सोशल राइट्स मार्शल बता रहे हैं वो राइट्स एक स्टेट के लिए बर्डन बन सकते हैं, वो राइट्स नहीं मिलने चाहिए सिटीजन को। वो चाहते हैं जो सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि लोग अपनी मदद खुद करें, जिसे सेल्फ हेल्प का आइडिया कहते हैं। वो खुद मेहनत करें, हार्डवर्क करें, स्टेट पे डिपेंड ना हो, खुद अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, मेहनत से जिए ताकि स्टेट के सामने उन्हें हाथ ना फैलाने पड़े। ये एक्टिव सिटीजनशिप का आइडिया है। सोशल सिटीजनशिप को आप पैसिव सिटीजनशिप का आइडिया भी वैसे कह सकते हैं। तो सोशल सिटीजनशिप बेसिकली वेलफेयर स्टेट में इंश्योर की जाएगी और एक्टिव सिटीजनशिप जो प्योरली कैपिटलिस्ट स्टेट है वहाँ पर इंश्योर की जाएगी जहाँ पर वेलफेयर स्टेट या सोशल राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते। तो सोशल सिटीजनशिप बेसिकली मॉडर्न लिबरल्स या सोशलिस्ट सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक्टिव सिटीजनशिप जैसे कि मैंने बताया न्यू राइट और नियो लिबरलिज्म सपोर्ट करते हैं। चलिए अब कुछ अल्टरनेटिव मॉडल्स देखते हैं सिटीजनशिप के। जो हमने पीछे सिटीजनशिप का कंसेप्ट समझा वो लिबरल या यूनिवर्सल सिटीजनशिप के आइडिया के साथ एसोसिएट है। अल्टरनेटिव मॉडल्स क्या है? सबसे पहले समझते हैं मार्क्सिज्म का आइडिया सिटीजनशिप को लेकर क्या है। मार्क्सिज्म का जो आइडिया है वो लिबरल सिटीजनशिप के आइडिया को नहीं मानता। वो कहता है कि लिबरल सिटीजनशिप ने इक्वल सिटीजनशिप की जो बात की है कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जितनी भी प्रोमिसेस डिलीवर करने की बात की है वो हमें दिखाई नहीं देती। एक लिबरल सिटीजनशिप में ऐसा नहीं मिला। तो ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन 1844 में मार्क्स अपनी बुक पब्लिश करते हैं और दो तरह के राइट्स की बात करते हैं उसमें, राइट्स ऑफ मैन एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन। वो राइट्स ऑफ मैन को रिजेक्ट करते हैं। वो राइट्स ऑफ मैन को डिफाइन करते हैं वो वाले राइट्स जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है, इक्वालिटी की बात है, लिबर्टी की बात है, सिक्योरिटी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है। ऐसे राइट्स को मार्क्स क्यों रिजेक्ट करते हैं? मार्क्स कहते हैं कि ऐसे राइट्स इंडिविजुअल को बहुत ही कॉम्पिटिटिव और ईगोइस्टिक बनाता है। इसकी वजह से वो दूसरे लोगों को अपना कॉम्पिटिटर या एनिमीज़ ही समझता है। वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहता, वो उनके साथ किसी तरह से कोऑपरेशन नहीं करना चाहता, अपने आप को कम्युनिटी के साथ या सोसाइटी के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहता, क्या ड्यूटीज़ है ये सारी चीज़ें नहीं देखना चाहता। इसलिए राइट्स ऑफ मैन को वो रिजेक्ट करते हैं। वो फेवर करते हैं राइट्स ऑफ सिटीज़न को, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल या सिविल राइट्स होने चाहिए, वो राइट्स जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सके, सही तरीके की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, वो नहीं जो लिबरल डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलती है। तो मार्क्स कैसे राइट्स की डिमांड करते हैं? वो डिमांड करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे राइट होने चाहिए, डिसेंट का राइट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने का राइट्स होना चाहिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का राइट होना चाहिए। ऐसे राइट्स होने चाहिए। वो राइट्स नहीं होने चाहिए जो इंडिविजुअल को कॉम्पिटिटिव और ईगोइस्टिक बना रहे हैं और उसके सोसाइटी के प्रति क्या वफादारी है, वो राइट्स नहीं मार्क्स रिकॉग्नाइज करते। सो इंडिविजुअल बेसिस पर राइट्स को मार्क्स रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, डिसेंट, ऐसे राइट्स को। अब हम समझते हैं फेमिनिज्म का आइडिया सिटीजनशिप को लेकर क्या है। फेमिनिज्म की थ्योरी ये कहती है कि पब्लिक और प्राइवेट का जो डिफरेंस है, इनमें जो अंतर पाया जाता है, वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी अंतर की वजह से, इसी डिस्टिंक्शन की वजह से विमेन की एक्सक्लूजन होगी या इंक्लूजन होगी, ये डिपेंड करेगा। तो फेमिनिज्म कहते हैं जो भी सिटीजनशिप का पुराना कंसेप्ट रहा है उसमें विमेन को अच्छी तरह से इंक्लूड ही नहीं किया गया। कैसे? वो ऐसे क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिटीजनशिप का आइडिया रहा है वो सिर्फ सिटीजन को राइट्स देता है पब्लिक स्फेयर में। हमने लिमिटेड सिटीजनशिप का आइडिया पीछे हम पढ़ आए हैं कि जिसमें वो सिर्फ पब्लिक स्फेयर तक सीमित रहते हैं, प्राइवेट स्फेयर को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्राइवेट स्फेयर की ज़रूरतें या वहाँ पर क्या चाहिए होता है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वुमेन जो है डोमेस्टिक स्फेयर में उन्हें बहुत सारे राइट्स चाहिए, मटर्निटी राइट्स चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो यही कहते हैं कि मॉडर्न सिटीजनशिप के कंसेप्ट ने पब्लिक पर इतना फोकस किया है कि प्राइवेट स्पेस पर बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से विमेन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया गया है। इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो उनको मिलने चाहिए थे प्राइवेट स्पेयर में, वो एजुकेशन का राइट हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट हो या कुछ और मैटरनिटी राइट्स हो, वो रिकॉग्नाइज नहीं किए गए थे। तो वो इनको रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। आज मोस्टली कंट्रीज़ में ऐसे राइट्स रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं जो फेमिनिज्म कब से आवाज़ उठा रहे हैं।
तो रियान वॉयड जैसे फेमिनिस्ट जो है वो एक्टिव एंड सेक्स इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं। ये आपने टर्म को याद रखना कि रियान वॉयड एक्टिव एंड सेक्स इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, ताकि विमेन जो है वो पब्लिक स्फेयर में भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सके, प्राइवेट स्फेयर में भी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सके। ये तभी इंश्योर होगा जब पब्लिक और प्राइवेट स्फेयर में विमेन के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। नेक्स्ट हम समझते हैं मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो लिबरल सिटीजनशिप का आइडिया है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ऐसे यूनिवर्सल आइडिया को रिजेक्ट करते हैं सिटीजनशिप के। वो कहते हैं, आयरस मैरिन यंग सबसे पहले आते हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का आइडिया लेकर। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का आइडिया का मतलब है कि हर इंडिविजुअल के, हर ग्रुप्स के स्पेशल राइट्स होने चाहिए। जो इंडिविजुअल किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, चाहे वो रिलीजियस, एथनिक, कल्चरल ग्रुप है, उसके कुछ स्पेशल राइट्स होने चाहिए। ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स की बात की जा रही है यंग के द्वारा यहाँ पर। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ज्यूस या मुस्लिम्स को एनिमल स्लॉटर लॉ से एग्जम्पशन होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियसली, कल्चरली वो एनिमल स्लॉटर करते हैं, उसमें वो कुछ गलत नहीं देखते। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अगर इसको बैन लगाया जाता है तो हम मान सकते हैं कि हम उनके राइट्स को सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप के आइडिया की बात की जा रही है, उनके स्पेशल राइट्स की बात की जा रही है। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं सिख्स की। वैसे तो बाइक राइड करते वक्त सबको हेलमेट पहनना मैंडेटरी होता है, लेकिन सिख्स को जो है यहाँ पर ये डिमांड की जाती है कि अजम्पशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो टर्बन के साथ हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल राइट्स की डिमांड की जाती है यंग के द्वारा, जो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप के आइडिया में आती है। सिमिलरली विल्क मिल्का भी मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की बात करते हैं। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप में वो बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं 3 तरह के माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए, जिसमें पहला आता है सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, दूसरा पॉलीएथनिक राइट्स और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेशन राइट्स। ये जो सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स या रिप्रेजेंटेशन राइट्स है, ये नेशनल माइनॉरिटीज़ को मिलने चाहिए। जैसे अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स पाए जाते हैं, तो उनको ये राइट्स मिलने चाहिए कि वो जिस टेरिटरी में रह रहे हैं उस टेरिटरी में वो अपनी सरकार को किस तरह लोकल लेवल पर मैनेज कर सके। तो उनको कुछ इस तरह के सेल्फ गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेशन राइट्स मिलने चाहिए। और पॉली एथनिक राइट्स का मिलकर उसको कहते हैं जो एथनिक ग्रुप्स को मिलने चाहिए जो दूसरे देशों में आए हैं रहने के लिए, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में आए हैं रहने के लिए। जैसे फ्रांस में मुस्लिम ड्रेस कोड को लेकर या सिख ड्रेस कोड को लेकर काफ़ी पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती है स्कूल में। तो विल्क मिल्का कहते हैं कि ऐसे केसेस में हमें जो है इनको एग्जम्पशन देनी चाहिए, इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ऐसे जो राइट्स है जिसमें मुस्लिम औरतें बुर्का पहन रही है या सिख लोग जो है टर्बन बांध रहे, इसको वो पॉली एथनिक राइट्स कहते हैं, जो इमिग्रेशन ग्रुप्स को मिलने चाहिए। ये विल्क मिल्का मानते हैं, ताकि सही तरीके से सिटीजनशिप को इंश्योर किया जाए। वो ऐसी सिटीजनशिप को मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप कहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन और सिटीजनशिप के आइडिया का क्या लिंक है। तो इसमें नाम आता है यास्मीन सोएसल का, जो ये डिमांड करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक नया और मोर यूनिवर्सल कंसेप्ट आया है सिटीजनशिप का। जो पहले लिबरल डेमोक्रेसीज में हमें सिटीजनशिप का आइडिया देखने को मिलता है, ये उससे भी एक एडवांस वर्जन है, जिसे वो कहते हैं न्यू एंड मॉरल यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने देश के साथ जहाँ पर आप पैदा हुए हो उसको बोलकर खुद को यूनिवर्सल लेवल में देखते हो। यहाँ पर आप नेशनल आइडेंटिटी के साथ रिलेट नहीं करते, लेकिन एज ए इंसान या ह्यूमन होने के नाते आप अपने आप को बड़े लेवल पर देखते हो, यूनिवर्सल लेवल पर देखते हो, पूरे धरती के ग्लोब के लेवल पर देखते हो। तो ये यूनिवर्सल पर्सनहुड का आइडिया क्या है? यूनिवर्सल पर्सनहुड का जो आइडिया है वो आपको जो अपनी कंट्री में लीगल राइट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप किसी कंट्री के साथ एसोसिएट कर रहे हो कि हम उस कंट्री के नागरिक हैं, ये ऐसे आइडिया से आपको सेपरेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारी कंट्री से वर्कर जो है यूरोप में काम करते हैं, वहाँ पर अच्छे से काम करते हैं, रह भी रहे हैं, उनको चाहे वहाँ पर सिटीजनशिप भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन्हें किसी ना किसी तरह से वहाँ रहने के लिए, वहाँ काम करने के लिए जो राइट्स मिल रखे हैं, ये वो राइट्स है जो वो अपनी कंट्री से साथ नहीं लेकर आए, लेकिन दूसरी कंट्री में जब वो काम करते हैं तब उन्हें मिलते हैं। तो ऐसे जो राइट्स के साथ वो जुड़ जाते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ जो जुड़ जाते हैं, वही यूनिवर्सल पर्सनहुड का आइडिया है। यही अपने आप में न्यू और मॉरल यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, जिसमें कुछ आपको ऐसे ह्यूमन राइट्स लॉ प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज या प्रोग्राम प्रोटेक्ट कर रही होगी, कुछ वहाँ पर रीजनल गवर्नेंस ही ऐसे काम कर रही होगी जो इंश्योर करता है कि आपको प्रोटेक्शन मिले,
आपको सही से जीने का अधिकार मिले, सही काम मिले, उस काम के बदले सही वेजेस मिले, ये सारी चीज़ें जो है इंश्योर करती है ग्लोबल सिविल सोसाइटी। यही अपने आप में न्यू और मॉरल यूनिवर्सल कंसेप्ट है सिटीजनशिप का। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप उन नागरिक को सिर्फ राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हो, सही तरह से सिटीजनशिप नहीं मिलती है वहाँ पर, तो हो सकता है वो वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना कर सके, वोट ना डाल सके, इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते। तो ये सारे राइट्स भी तो जो है उनको नहीं मिल रहे इस न्यू या यूनिवर्सल पर्सनहुड के कंसेप्ट के चलते हुए। तो ये एक क्रिटिसिज्म इसको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ सिटीजनशिप के जो डिफरेंट स्टैंड से, डिफरेंट कंसेप्ट से, डिफरेंट आइडिया से वो आपको समझ आए होंगे और सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए जिन सोर्सेज को मैंने यूज़ किया है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्रैश कोर्स पॉलिटिकल थ्योरी का आपको कितना पसंद आया वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक करना, ताकि ये हमारा क्रैश कोर्स पॉलिटिकल थ्योरी का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो में हम 8 मेजर आइडियोलॉजीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उनके कंसेप्ट्स को, सेंट्रल थीम्स को, टाइप्स को, उनके मेजर थिंकर्स कौन कौन से हैं और उनके मेन वर्क से वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का एक ही मेन पर्पस है कि आपके फैक्ट्स को कंसोलिडेट करना। और अगर इस वीडियो के ज़रिए आपके फैक्ट्स कंसोलिडेट हो जाते हैं और आपने रियल एग्जाम में एक भी आंसर करेक्ट करके आते हैं इस वीडियो की वजह से, तो भी मैं मानूंगा कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो पूरा हो गया। सबसे पहले हम समझेंगे लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म की शुरुआत चाहे 17वीं सेंचुरी वेस्ट में होती है, लेकिन ये पॉपुलराइज होता है 19वीं सेंचुरी में, और इसीलिए 19वीं सेंचुरी को लिबरलिज्म की सेंचुरी भी कहा जाता है। लिबरलिज्म का जो सबसे कोर प्रिंसिपल है वो है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लिबरलिज्म के थिंकर्स में एक दूसरे के साथ बहुत सारे पॉइंट पर एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन एक चीज है जिसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की लिबर्टी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी बात यह है, जो अथॉरिटेरियन स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल की लिबर्टी में बाधाएं आती हैं, उसके अगेंस्ट है लिबरलिज्म। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लिबरलिज्म स्टेट के अगेंस्ट नहीं है, अथॉरिटेरियन स्टेट के द्वारा कुछ ऐसी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है जो इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्टेल करता है, उसके अगेंस्ट है। तो लिबर्टी की बेसिक टीनेट्स क्या है, यानी वो कौन से बेसिक सिद्धांत है जिसकी ये बात करता है? ये मानता है कि मैन इज ए रैशनल क्रिएचर। रैशनल क्रिएचर है, वो अपने बारे में सोच सकता है, तो इसलिए स्टेट को जो है उसकी लिबर्टी में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करने की लिबरलिज्म बात करता है। सिविल लिबर्टीज का मतलब है जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कुछ ऐसे जो राइट्स है उसको प्रमोट करने की बात करता है। फ्री एंड ओपन मार्केट की बात करता है जिसमें स्टेट की इंटरवेंशन कम हो, और ये स्टेट को एक नेसेसरी इविल मानता है, जिसका मतलब है कि स्टेट जो है इविल तो है, लेकिन स्टेट जरूरी भी है इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल किसका ओरिजिनली आइडिया था, उसको कमेंट करके बताएं। अब हम बात करते हैं लिबरलिज्म के कोर थीम्स को लेकर कि किस चीज को लेकर ये ज्यादा फोकस है, जैसे कि इंडिविजुअल, फ्रीडम, रीजन, जस्टिस और टॉलरेशन जैसे आइडियाज को लेकर लिबरलिज्म ज्यादा फोकस है, ज्यादा बात करता है। अब हम लिबरलिज्म की टाइप्स की बात करते हैं। लिबरलिज्म की 3 टाइप्स मानी जाती है, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न और नियो लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म ईगोइस्टिक इंडिविजुअलिज्म में विश्वास रखता है, यानी सोसाइटी से भी ज्यादा प्रेफरेंस वो इंडिविजुअल को देता है। क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबर्टी को प्रमोट करना चाहता है, इसको नेगेटिव लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और ये 19वीं सेंचुरी में फ्लोरिश होता है। वहीं मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जिसमें वो स्टेट से ये डिमांड करता है कि इंडिविजुअल की लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्टेट को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा, स्टेट को इंटरफेरेंस करनी होगी। और इसके साथ क्योंकि मॉडर्न लिबरलिज्म पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है, इसे पॉजिटिव लिबरलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट हाफ ऑफ 20वीं सेंचुरी में जो है मॉडर्न लिबरलिज्म आता है। नियो लिबरलिज्म बात करता है लेसे फेयर इंडिविजुअलिज्म को दोबारा रिस्टोर करने में, मतलब जो क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रिंसिपल थे, कुछ वैसे ही प्रिंसिपल को दोबारा ये रिस्टोर करना चाहता है। नियो लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट के आइडिया के अगेंस्ट है, जो स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करती है या कंट्रोल करती है, ये उसके अगेंस्ट। ये चाहता है कि मार्केट को ओपन एंड फ्रीली रहने दिया जाए, स्टेट की इंटरवेंशन उसमें जितनी कम हो सके उतनी कम की जाए। और नियो लिबरलिज्म 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में जो है इसका आइडिया पॉपुलर होता है।
तो चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स के लिबरलिज्म के जो अलग अलग थिंकर्स हैं उनके नाम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर कौन से हैं। जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ और जर्मी बेंथम, 3 ऐसे थिंकर हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म के माने जाते हैं। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। अपने नेचुरल राइट्स के आइडिया के लिए फेमस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट का काम है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना। और इनके मेन वर्क है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का आइडिया इन्होंने ही प्रमोट किया था। इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट इनका बहुत फेमस है। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि मार्केट में कुछ ऐसे फोर्सेस होती हैं जो अपने आप काम करती है। जैसे कि किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पर। इसी का मतलब है इनविजिबल हैंड। और उनके जो मेजर वर्क्स है वो है वेल्थ ऑफ नेशंस एंड द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। और जर्मी बेंथम को फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म माना जाता है। इनके जो मेजर वर्क है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन और डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन, जो 1802 में पब्लिश होता है। तो चलिए अब जानते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के 3 थिंकर्स। वो है जे एस मिल, टी एच ग्रीन और हैरोल्ड जे लस्की। जे एस मिल जो है उनके आइडियाज को हार्ट ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं उनके आइडियाज। ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और सब्जेक्शन ऑफ विमेन जैसी बुक्स जो है इनकी फेमस बुक है। टी एच ग्रीन के आइडियाज को डिस्क्राइब किया जाता है एज ए सोशल लिबरलिज्म। और इनके लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और प्रोलगोमिना टू एथिक्स जो है इनके मेजर वर्क्स है। एच जे लस्की की बात करें तो ये ऑल पावरफुल सॉवरेन स्टेट के अगेंस्ट है और रादर ये बात करते हैं पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की। और इसी के चलते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी, वो थे प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी, जो काफी पॉपुलर है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है इनका मेजर वर्क रहता है। अब हम बात करते हैं नियो लिबरलिज्म के थिंकर की, जिसमें एफ ए हयाक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक जैसे थिंकर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ए हयाक की, जो क्लासिकल लिबरलिज्म का डिफेंस लेकर आते हैं, यानी वो क्लासिकल लिबरलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। रोड टू सेल्फडम उनकी जो है बेस्ट सेलर बुक थी। इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जैसी इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी है। मिल्टन फ्रीडमैन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल लॉरिएट थे और ये भी स्टेट के इंटरवेंशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कम करना चाहते थे। इनकी बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो काफी फेमस वर्क है। और अब हम बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक की, जिन्होंने लिबर्टेरियनिज्म का डिफेंस जो है प्रोड्यूस किया था, जिसके चलते हुए उन्होंने डिमांड की थी कि स्टेट का जो रोल है वो मिनिमल होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और इंडिविजुअल की लाइफ में भी। उनका जो मेजर वर्क है वो है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 में पब्लिश होता है। अब हम नेक्स्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म बेसिकली नाम से ही पता चलता है कि चेंज, रिफॉर्म्स और रेवोल्यूशन जैसी चीजों से अगेंस्ट है या परहेज करता है। 19th सेंचुरी में सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया गया था और ये फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इम्परफेक्शन मानी जाती है। इसका मतलब ये है, ये मानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं और इसीलिए उनको बेहतर बनाने के लिए या उनको परफेक्ट बनाने के लिए हमें जो है किसी तरह का चेंज नहीं करना चाहिए, कोई प्रोग्रेस या रिफॉर्म्स नहीं लेकर आने चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी तरह का चेंज लेकर आएंगे, कोई रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, तो उसमें सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी। अगर सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आएगी तो ह्यूमन बींग्स जो है वो इनसिक्योर फील करेंगे। तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी भलाई के लिए यही अच्छा है कि जो टाइमली टेस्टेड ट्रेडिशंस, वैल्यू, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन चले आ रहे हैं उनको वैसे ही कंटिन्यू रखा जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए। कंजर्वेटिविज्म का जो सेंट्रल थीम है, ये ट्रेडिशन को डिफेंड करते हैं। ट्रेडिशन का मतलब है जैसे ट्रेडिशन वैल्यूज होगी, कोई प्रैक्टिसेस होगी या ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसको डिफेंड करने की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर की, जैसे कि एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड और इरविंग क्रिस्टल इसके मेजर थिंकर माने जाते हैं। एडमंड बर्क फादर माने जाते हैं एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ट्रेडिशन के। इनके जो मेजर वर्क है वो है विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी और रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे तो उसके ही चलते हुए उन्होंने ये बुक अपनी लिखी थी। माइकल ऑक्सफोर्ड एक ऐसे कंजर्वेटिज्म थे जो पॉलिटिक्स के स्फीयर को लिमिट करना चाहते थे, खास करके वैसी पॉलिटिक्स जो रेडिकल चेंजेस या रेडिकल रिफॉर्म्स लेकर आती है। इनके मेजर वर्क है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर ऐसे, जो 1962 में पब्लिश होता है, और एक और इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन ह्यूमन कंडक्ट जो 1975 में पब्लिश होता है। अब बात करते हैं इरविंग क्रिस्टल की। इरविंग क्रिस्टल जो है वो अमेरिकन नियो कंजर्वेटिविज्म के एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसलिए इन्हें गॉड फादर ऑफ नियो कंजर्वेटिविज्म भी कहा जाता है। इनके दो जो मेजर वर्क है वो है 2 चीयर्स ऑफ कैपिटलिज्म और रिफ्लेक्शंस ऑफ ए नियो कंजर्वेटिव, जो 1983 में पब्लिश होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडियोलॉजी सोशलिज्म की। सोशलिज्म इमर्ज होता है 19th सेंचुरी में और सोशलिज्म बेसिकली सोशल इक्वालिटी में या इक्वालिटी ऑफ आउटकम में बिलीव करता है।
इसका मतलब ये है कि ये चाहता है कि सोसाइटी में इस तरह रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसी के पास बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये जो रिच और पुअर का गैप है उसको मिनिमम करना, अगर हो सके तो उसे एलिमिनेट भी करना। सोशलिज्म मानता है सोसाइटी के रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो की रिसोर्सेज होंगे, की इंडस्ट्रीज होंगी, वो सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल के अंदर हो गई, जिसका मतलब वो स्टेट के कंट्रोल के अंदर होंगे। इसका जो सेंट्रल थीम है जिस पे ज़्यादा फोकस करता है वो कम्युनिटी पे फोकस करता है, कोऑपरेशन पर, इक्वालिटी पर और कॉमन ओनरशिप की बात करता है। दो टाइप्स मानी जाती है मेजर सोशलिज्म की, एक है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म और दूसरी है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का मतलब है जो सोसाइटी में सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली रिफॉर्म्स के जरिए करना चाहते हैं। और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म में मार्क्सिज्म जैसे सोशलिस्ट आ जाते हैं जो रेडिकली सोसाइटी में चेंज लेकर आना चाहते हैं, कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। अब आपके लिए यह क्वेश्चन रहा कि एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का फादर कौन है। अब हम सोशलिज्म के मेजर थिंकर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है जोसेफ शम्टर का, जिनकी फेमस बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो 1976 में पब्लिश होती है। फिर एडवर्ड बर्नस्टीन का नाम आता है जिन्होंने एवोल्यूशनरी सोशलिज्म पर काम किया है। देन फिर R.S. टर्नी का नाम आता है जिन्होंने एक्विजिटिव सोसाइटी, इक्वालिटी और रेडिकल ट्रेडिशन जैसा बुक्स लिखी है। फिर एंथनी क्रोसलैंड का नाम आता है जिन्होंने फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म और सोशलिज्म नाउ जैसे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म जो है वो वर्ड डिराइव किया गया है कार्ल मार्क्स से। 19th सेंचुरी में मार्क्सिज्म जो है इमर्ज होता है और ये पॉपुलराइज किया जाता है एंजल, कार्ल कटस्की और जॉर्ज प्लेखनोव जैसे थिंकर्स के द्वारा। कैपिटलिज्म ने जो ऑपरेसिव कंडीशन वर्कर्स के लिए क्रिएट की थी उसके अगेंस्ट ही मार्क्सिज्म इमर्ज होता है। और मार्क्सिज्म सोशलिज्म की साइंटिफिक फाउंडेशन रखना चाहता है, यानी सोशलिज्म को और भी ज़्यादा साइंटिफिक बनाना चाहता है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी का अगर कॉर्नर स्टोर देखे तो एंजल्स के शब्दों में मटीरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री है, जिसका मतलब है वो आइडिया पर नहीं, वो मटीरियल पर जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि मटीरियल में चेंज आने से सोसाइटी में कैसे चेंज आता है। इस चीज़ पर मार्क्सिज्म की जो है बुनियाद टिकी हुई है। अगर इसके मेन सिद्धांत की बात करें तो उसमें डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, क्लास कन्फ्लिक्ट के डॉक्ट्रिन और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज आ जाती है। अब हम जानते हैं मार्क्सिज्म की मेन टाइप्स के बारे में। दो टाइप्स मानी जाती है, क्लासिकल मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म। क्लासिकल मार्क्सिज्म जो है वो बेसिकली बात करता है कि प्राइवेटी प्रॉपर्टी की वजह से सोसाइटी में जो है दो क्लासेस इमर्ज हुई है, हैव्स एंड हैव्स नॉट की। एक हैव्स का मतलब है जिनके पास रिसोर्सेज है, कैपिटलिस्ट क्लास, और हैव्स नॉट है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वर्कर जैसी क्लास। तो हैव्स वाली क्लास जो है वो डोमिनेट करती है सोसाइटी में, हैव्स नॉट की क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, और स्टेट जो है वो हैव्स की क्लास यानी डोमिनेंट क्लास जो कैपिटलिस्ट की क्लास है उसके इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करती है। क्लासिकल मार्क्सिज्म जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू कैपिटलिज्म को ख़त्म करना चाहता है और चाहता है एक ऐसा समाज बनाना जो स्टेट लेस हो, क्लास लेस हो। नियो मार्क्सिज्म को फ्रैंकफर्ट स्कूल भी कहा जाता है या क्रिटिकल स्कूल भी कहा जाता है, या कह सकते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी में जो थिंकर्स आते हैं वही नियो मार्क्सिज्म में आते हैं। ये क्लासिकल मार्क्सिज्म को इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं कि क्लासिकल मार्क्सिज्म अपनी थ्योरीज को काफ़ी साइंटिफिक मानता है, और जिसकी वजह से नियो मार्क्सिस्ट मानते हैं क्लासिकल मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है वो डॉगमैटिक बन चुकी है, एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म ने जन्म दिया है। तो इसी चीज़ के वो अगेंस्ट है कि मार्क्सिज्म की पुरानी जो थ्योरीज है उसको बदलने की ज़रूरत है। आज सोसाइटी के हालात कुछ और है और उसी को ध्यान में रखते हुए नई थ्योरीज को जो है डेवलप करना चाहिए। और ये मार्क्स की इस प्रेडिक्शन को नहीं मानते कि कैपिटलिज्म जो है एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। और नियो मार्क्सिज्म जो है वो आइडियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करता है, इकोनॉमिक्स पे इतना फोकस नहीं करता है, और ये वर्किंग क्लास को रेवोल्यूशनरी एजेंट नहीं मानता जैसे क्लासिकल मार्क्सिस्ट मानते थे। और ये सोसाइटी की सोशल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज भी करते हैं और एक्चुअल में चेंज भी लेकर आना चाहते हैं, सिर्फ थ्योरीज नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सोसाइटी में एक जो है बदलाव आए। अब क्लासिकल मार्क्सिज्म के थिंकर्स की बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है कार्ल मार्क्स का, जिनकी जर्मन आइडियोलॉजी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसी बुक्स आती है। फिर फ्रेडरिक एंजल्स का नाम आता है जिन्होंने एंटी डहरिंग, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, डायलैक्टिक्स ऑफ नेचर जैसी बुक्स लिखी। फिर V.I. लेनिन का नाम आता है जिन्होंने व्हाट इज टू बी डन, इंपीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन जैसी बुक्स लिखी। इसके साथ लियोन ट्रोट्स्की भी आते हैं जिन्होंने रिजल्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, हिस्ट्री ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बिट्रेड जैसी बुक्स लिखी। और फिर नाम आता है माओ जेडोंग का, जिन्होंने ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ऑन द 10 मेजर रिलेशनशिप या ऑन द करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अमंग पीपल जैसी बुक्स
बुक्स इन्होंने लिखी। अब बात करते हैं नियो मार्क्सिज्म के थिंकर की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है थ्योडर अडोर्नो का, जिन्होंने अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, द पैटर्न ऑफ द फासिस्ट प्रोपोगेंडा, द मीनिंग ऑफ द वर्किंग थ्रू द पास्ट जैसी बुक्स लिखी। और फिर मैक्स हॉर्खहाइमर का नाम आता है, जिन्होंने एक्लिप्स ऑफ रीजन, बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशल साइंस और डायलैक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट जैसे मेन वर्क्स लिखे। फिर हर्बर्ट मार्क्यूस का नाम आता है, जिन्होंने रीजन एंड रेवोल्यूशन, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम एंड वन डिमेंशनल मैन जैसी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। इसमें एक चीज़ ने आपने ध्यान रखना है कि नियो मार्क्सिज्म के थिंकर एनलाइटनमेंट और उसकी रैशनैलिटी और रीजन की आइडिया के अगेंस्ट थे, और इसीलिए जैसे आप देख सकते हैं कि मैक्स हॉर्खहाइमर की बुक एक्लिप्स ऑफ रीजन की बात करती है, डायलैक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट की बात करती है। इसी तरह हर्बर्ट मार्क्यूस भी जो है वो रीजन एंड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। सो इनकी बुक्स में रीजन, एनलाइटनमेंट जैसे शब्द जो है वो आते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हम जानते हैं फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल टर्म है जो सबसे पहले 20वीं सेंचुरी में यूज़ की जाती है। फेमिनिज्म आइडियोलॉजी बेसिकली 2 बिलीफ्स पर आधारित है। पहली चीज़ वो ये मानते हैं कि वुमेन जो है अपने सेक्स की वजह से डिसएडवांटेज पोजीशन पे है सोसाइटी में, और वो सोशल प्रैक्टिसेस और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो वुमेन को डिसएडवांटेज पोजीशन पर रखती है उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए, ये फेमिनिस्ट मानते हैं। बेसिक जो थीम्स है जिस पे फेमिनिज्म फोकस करता है वो है जैसे कि रीडिफाइनिंग द पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिकल को रीडिफाइन करना चाहते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स को ज़्यादा जो है पब्लिक अफेयर के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स को जो है वो पर्सनल अफेयर के साथ भी जोड़कर देखा जाए। इसलिए फेमिनिज्म का पर्सनल इज पॉलिटिकल स्लोगन जो है वो काफ़ी फेमस रहता है। इसके बाद ये पैट्रियार्की की बात करते हैं, सेक्स एंड जेंडर की बात करते हैं, इक्वालिटी और डिफरेंस की बात करते हैं। इक्वालिटी में ये कहते हैं कि वुमेन को जो है वो मेन के इक्वल जो है राइट्स मिलने चाहिए, और डिफरेंस में ये कहते हैं कि वुमेन की एक अपनी आइडेंटिटीज है, अपने इंटरेस्ट है। सो जो वुमेन और मेन में डिफरेंसेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए उसको सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, वुमेन की स्पेशल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। अब हम जानते हैं फेमिनिज्म की वेव्स के बारे में। 4 वेव्स जो हैं वो फेमिनिज्म की मानी जाती है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग राइट्स की बात की जाती है, तो इसलिए अलग अलग वेव से फेमिनिज्म को डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वेव जो 1840s और 1850s में आती है, इसमें वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए जाने की बात करते हैं, जिसमें वुमेन्स सफरेज मूवमेंट आती है, और ये एंड होती है जब वुमेन को वोटिंग राइट मिल जाते हैं न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में। इसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, J.S. मिल, सूजन बी एंथनी जैसे थिंकर्स आते हैं। सेकेंड वेव 1960s में आती है। इसमें वुमेन लिबरेशन की और जो मेन को राइट्स दिए जाते हैं वैसे ही इक्वल राइट्स की डिमांड की जाती है। पर्सनल इज पॉलिटिकल का यहाँ पर स्लोगन काफ़ी फेमस होता है सेकेंड वेव में। पर्सनल इज पॉलिटिकल का स्लोगन जो है वो काफ़ी फेमस होता है सेकेंड वेव में। सेकेंड वेव के जो मेन थिंकर है वो है बेटी फ्रीडमैन, केट मिलर, साइमन दी ब्यूवर और सूजन ब्राउन मिलर। थर्ड वेव 1990s में अरोस होती है। ये ज़्यादा रेस को लेकर फोकस होती है। थर्ड वेव की टर्म को कॉइन किया था रेबेका वॉकर ने, और थर्ड वेव के जो मेन थिंकर है वो है ईव एंसलर, कैम्बरले क्रेनशा, एमी रिचर्ड्स। फोर्थ वेव 2012 में आती है, और ये सेक्सुअल हरासमेंट, बॉडी शेमिंग या रेप कल्चर पर ज़्यादा जो है फोकस्ड है। इसमें सोशल मीडिया पर अपने इश्यूज़ को ज़्यादा रेस किया है फोर्थ वेव में। इसमें रेबेका सोलनेट, जेसिका वाल्नेटी और लोरा बेट्स जैसे थिंकर्स जो है इसमें आते हैं। फेमिनिज्म के जनरली इंपॉर्टेंट थिंकर कौन से हैं वो जानते हैं, जिसमें पहला नाम आता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, जिनकी बुक विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो है, जिसको जो है फर्स्ट टेक्स्ट माना जाता है मॉडर्न फेमिनिज्म का। साइमन दी ब्यूवर, जिनकी सेकंड सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। केट मिलर, सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में पब्लिश होती है। जूलियट मिशेल, जिन्होंने विमेंस एस्टेट, साइको एनालिसिस, फेमिनिज्म और फेमिनिन सेक्सुअलिटी जैसे मेन वर्क लिखे हैं। और लास्ट शुलामित फायरस्टोन, जिनका एक इंपॉर्टेंट वर्क काफी फेमस है, वो है द डायलैक्टिक ऑफ सेक्स, जो 1970 में पब्लिश होता है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिज्म की। इकोलॉजिज्म जो टर्म है वो कॉइन की थी जर्मन के एक जोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। 1866 में इसको कॉइन किया गया था। मॉडर्न इकोलॉजिज्म जो है वो इमर्ज होती है एज एन आइडियोलॉजी 1960s में, जब एनवायरमेंट डैमेज को पहली बार जो है लोगों के द्वारा नोटिस किया गया था। ये जो आइडियोलॉजी है ये इस चीज को लेकर बात करती है कि हमें नेचर को इंटरकनेक्टेड होल समझना होगा, यानी नेचर में ह्यूमंस भी आते हैं, नॉन ह्यूमंस भी आते हैं और इन एनिमेट वर्ल्ड भी आता है। इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है। सिर्फ हम ये समझना कि नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग है, ये कहना गलत है। ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस और नॉन लिविंग तीनों को साथ में देखना होगा। इकोलॉजिज्म जो है एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट इमर्ज होती है। इसके जो बेसिक थीम्स हैं उनमें से सबसे पहला थीम आता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी में हम डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी को पढ़ते हैं, और ये मेरा अगला सवाल रहा आपके लिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डीप
डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी में। और दूसरा जो इसका थीम है वो है होलिज्म। होलिज्म का मतलब है ये नेचर को एज ए होल समझता है, जिसमें ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस और नॉन लिविंग बींग्स सभी आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया। और इस सस्टेनेबिलिटी की बात कर, यानी हमें जो अर्थ के रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर अर्थ में जो है लाइफ सस्टेन रह सके। एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि इंसान जो है अपने फिजियोलॉजिकल नीड से ऊपर उठ के जो है वो नेचर के बारे में भी सोचे। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिज्म के थिंकर्स की। सबसे पहले नाम आता है E.F. शूमेचर का, जिन्होंने स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973 में बुक पब्लिश की। फिर जेम्स लवलॉक का नाम आता है, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस आइडिया गैया हाइपोथेसिस का आइडियाज दिया था, जिसमें वो ये कहते हैं कि अर्थ एक लिविंग बीइंग है, जिसमें वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करती रहती है। इसमें चेंजेस जो है आते रहते हैं। इनके जो मेजर वर्क है वो है गैया, जो 1979 में पब्लिश होता है, और द एजेस ऑफ गैया, जो 1989 में पब्लिश होता है। फिर मुरे बुकचिन का नाम आता है। जब भी मुरे बुकचिन का नाम आएगा, सोशल इकोलॉजी का नाम आएगा। ये सोशल इकोलॉजी के मेन थिंकर है। इन्होंने पोस्ट स्कारसिटी, अनार्किज्म, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम और रीमेकिंग जैसे सोसाइटी जैसे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं। और इकोलॉजिज्म के थिंकर है जैसे कि रेचल कार्सन, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कुछ केमिकल्स को या पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हुए हम एनवायरनमेंट का नुकसान कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे में भी, ह्यूमन बींग्स में भी जो है बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। इनकी फेमस बुक है द साइलेंट सफरिंग, जो 1962 में आती है। कार्लाइन मर्चेंट जैसी फेमिनिस्ट थिंकर जो है वो जेंडर ऑपरेशन और डेथ ऑफ नेचर में एक लिंक देखते हैं। वो ये मानते हैं कि नेचर को अभी तक हमने मेल सेंट्रिक व्यू से ही समझने की कोशिश की है, और जब तक हम इसको मेल सेंट्रिक व्यू से ही समझने की कोशिश करेंगे, हम इसको डैमेज पहुंचाते रहेंगे, जिसकी वजह से नेचर की डेथ ही रहेगी, उसको कभी भी हम जो है रिवाइव नहीं कर पाएंगे। डेथ ऑफ नेचर इनका फेमस वर्क है। रेडिकल इकोलॉजी भी इन्होंने लिखा है, 1991 में पब्लिश होता है। अब हम बात करते हैं रुडोल्फ बैरो की, जो जाने जाते हैं कि सोशलिज्म और इकोलॉजिकल थ्योरीज जो है उनको रिकंसाइल करते हैं, उनको एक जगह लेकर आते हैं। और इनकी बुक का नाम है सोशलिज्म एंड सर्वाइवल, और इसके साथ वो रेड टू ग्रीन भी लिखते हैं। यानी ये चाहते हैं कि जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज है, सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल है और जो इकोलॉजिज्म के प्रिंसिपल है, उसको किसी तरह से साथ लेकर जाया जाए, इसलिए रेड टू ग्रीन की ये बात करते हैं, यानी सोशलिज्म से एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बिल्डिंग द ग्रीन मूवमेंट 1986 में इनकी बुक पब्लिश होती है। अब हम बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की। मल्टीकल्चरलिज्म टर्म सबसे पहले कनाडा में 1965 में यूज़ की जाती है, ताकि जो कल्चरल डाइवर्सिटी का इशू है उसको डिफाइन किया जा सके, उसको टैकल किया जा सके, इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म को यूज़ किया जाता है। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म पॉपुलर कब होती है? जब यूएसए में ब्लैक मूवमेंट्स चलती है, तब जाकर ही मल्टीकल्चरलिज्म पॉपुलर होती है, और ये मूवमेंट्स भी 1960s के टाइम पर ही आती है। मल्टीकल्चरलिज्म ये बात करता है कि डाइवर्सिटी, रेशियल, एथनिक और लैंग्वेज डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस को जो है सेलिब्रेट करता है। ऐसे डिफरेंसेस समाज में होने चाहिए और हमें इन डिफरेंसेस को जो है सेलिब्रेट करना चाहिए, ये मल्टीकल्चरलिज्म कहता है। मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहता है। इसके जो बेसिक थीम्स है वो है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी, माइनॉरिटी राइट्स और डाइवर्सिटी की बात करता है। अब हम मल्टीकल्चरलिज्म के कुछ थिंकर्स की बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है विल कमिल का, जो 3 मल्टीकल्चरल राइट्स की बात करते हैं, जैसे कि कल्चरल राइट्स, पॉलीएथनिक राइट्स, दूसरा सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, तीसरा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, और इनका जो मेजर वर्क है वो है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर, जो 1989 में पब्लिश होता है, और मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, जो 1995 में पब्लिश होता है। दूसरे थिंकर है एडवर्ड सैड, जहां इसको एडवर्ड सैयद भी कहा जाता है। ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के फाउंडिंग फिगर माने जाते हैं। ओरिएंटलिज्म इनका मोस्ट फेमस वर्क है, 1978 में पब्लिश होता है। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इनका वर्क 1993 में पब्लिश होता है। और भी मल्टीकल्चरलिज्म के थिंकर है, जैसे इंपॉर्टेंट थिंकर है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर ने जो है वो सबसे पहले बात की थी मल्टीकल्चरलिज्म में पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की, जिसमें वो चाहते हैं कि हर कल्चरल ग्रुप को और उनके इंटरेस्ट को, उनके नीड्स को, उनके राइट को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन ये है। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ 1980 में इनकी बुक आती है, और फेमस बुक इनकी है द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, जो 1994 में आती है। द नाम आता है बीकू पारक का। बीकू पारक जो है वो भी मल्टीकल्चरलिस्ट है, और वो लिबरलिज्म के यूनिवर्सलिस्ट के आइडिया को जो है रिजेक्ट करते हैं। वो मानते हैं सोसाइटी में जो है हमें सिर्फ इंडिविजुअल को समझते हुए या सिर्फ इंडिविजुअल को बेसिक लेते हुए सारी थ्योरी नहीं देने चाहिए। अलग अलग तरह के ग्रुप्स जो है सोसाइटी में पाए जाते हैं, सोसाइटी में काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। उनकी नीड्स को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए हमें थ्योरीज बिल्ड करनी चाहिए, हमें वैसे इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए। सो कल्चरल डाइवर्सिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो इसीलिए वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर की कम्प्लेक्सिटी को
अगर हमने समझना है तो सोसाइटी में जो डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं इस चीज़ की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। तो सोसाइटी में जो डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं इस चीज़ की ओर भी ध्यान देना होगा। रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म इनका मेजर वर्क है जो 2000 में पब्लिश होता है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भिखु पारक ने मल्टीकल्चरलिज्म का एक मॉडल दिया था, उस मॉडल का, उस अप्रोच का क्या नाम था, वो आपने कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म जो आइडियोलॉजी है वो 1970s में यूरोप में इमर्ज होती है और ये बेसिकली किस चीज़ की बात करती है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अगेंस्ट है। साइंटिफिक ट्रूथ, जो साइंस किसी तरह की कोई डिस्कवरी करती है, इन्वेंशन करती है, वो हमेशा सत्य नहीं होता, इसकी बात करती है। इवन ये मानते हैं रीज़न और लॉजिक जो हम मानते हैं वो भी यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते, यानी रीज़न एंड लॉजिक जो है वो भी जो है टाइम एंड स्पेस चेंज करने की वजह से वो चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए रीज़न एंड लॉजिक भी जो है वो भी यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। ये मानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ तक कि रीज़न और लॉजिक भी जो है वो ह्यूमन प्रोग्रेस का व्हीकल नहीं है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को संदेह की नज़र से देखते हैं और मानते हैं कि जो इस्टेब्लिश पावर है उसका ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी कैसी डिस्कवरी, कैसी इन्वेंशन करना चाहती है, कौन सी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन समाज में देना चाहती है, ये जो पावर में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये मानते हैं कि ह्यूमन नेचर जैसी कोई चीज़ नहीं है, ह्यूमन नेचर जो है फिक्स नहीं होता है, ह्यूमन नेचर सोशली डिटर्मिन किया जाता है। हम पैदा होकर ही कोई ह्यूमन नेचर नहीं लेकर आते, हमारा ह्यूमन नेचर जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो सोशली डिटर्मिन होता है, सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। समाज ने जो है ह्यूमन वैसा बनाया है। इसके जो बेसिक थीम्स हैं, ये स्केप्टिसिज्म ब्रॉडर इसका थीम रहता है, यानी हर एक चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं, कोई भी थ्योरी को, कोई भी लॉजिक या रीज़न को कंफर्मेशन नहीं देते, हमेशा के लिए सत्य नहीं मानते हैं। ये सब्जेक्टिविज्म की बात करते हैं, जिसका मतलब है टाइम और स्पेस चेंज होने के साथ जो है थ्योरीज भी बदलती रहती है, रीज़न भी बदलते रहते हैं। डिस्कोर्स की बात करते हैं और डीकंस्ट्रक्शन के आइडिया की बात करते हैं। डिस्कोर्स का आइडिया बेसिकली मिशेल फूको ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है और डीकंस्ट्रक्शन का जो नाम है वो दरीदा के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब इसके मेन थिंकर्स देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के कौन से हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक नीत्शे आते हैं और इनको पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रीकर्सर माना जाता है। तो मतलब अगर हम देखें कि पोस्ट मॉडर्निज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है तो फ्रेडरिक नीत्शे के थॉट्स से वहाँ से शुरुआत मानी जाती है, होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं विल को। विल टू पावर इनका एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है, जिसमें ये कहते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी दुनिया खुद बनाते हैं, अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए ये एक फेमस स्लोगन भी देते हैं, डेथ ऑफ गॉड, जिसमें ये कहते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग जो है अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट कर सकता है, अपनी वैल्यूज़ खुद क्रिएट कर सकता है, तो फिर हमें गॉड की क्या ज़रूरत है। बियॉन्ड गुड एंड इविल इनकी फेमस बुक है। मार्टिन हेडेगर सेकंड थिंकर है पोस्ट मॉडर्निज्म के, जिन्होंने बीइंग एंड टाइम जैसी बुक दी है। फिर इसमें लोतार्ड आते हैं। लोतार्ड जो है वो पोस्ट मॉडर्न टर्म को सबसे पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉपुलराइज किया। पोस्ट मॉडर्निज्म को अगर ये ब्रीफली डिवाइन करें तो ये कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है कि ये मेटा नैरेटिव्स में नहीं मानते हैं। लिबरलिज्म की थ्योरी, मार्क्सिज्म की थ्योरी, रियलिज्म की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज जो है ये मेटा नैरेटिव्स की थ्योरी है। यानी ये थ्योरीज ये मानती है कि इनके जो आइडियाज़ है, जो इनकी थ्योरीज है, उसके बेसिस पर ही जो है पूरे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, उन सभी चीज़ों को समझा जा सकता है। तो लोतार्ड मानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इस चीज़ के अगेंस्ट है, मेटा नैरेटिव्स को वो नहीं मानता पोस्ट मॉडर्निज्म, वो सब्जेक्टिविटी को मानता है। और इनकी जो फेमस बुक है वो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जो 1979 में पब्लिश होती है। मिशेल फूको का नाम आता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। और फिर जैक्वस देरिडा का नाम आता है, जिन्होंने राइटिंग एंड डिफरेंस, मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स जैसे इंपॉर्टेंट वर्क दिए हैं। और लास्ट थिंकर है रिचर्ड रॉटी, जिन्होंने फिलॉसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मेटिज्म और कॉन्टिजेंसी, आयरनी और सॉलिडेरिटी जैसे वर्क्स जो है इन्होंने लिखे हैं। तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सभी थिंकर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही क्विक रिवीजन और आपके लिए बनाता जाऊं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्यूशियस की, जिन्हें कॉन्ग फूजी या मास्टर कॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, और चाइना के फर्स्ट टीचर होने का इन्हें खिताब प्राप्त है। रूस स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट इन्होंने ही फाउंड किया था। ये 5 कांस्टेंट वर्च्यू की बात करते हैं, यानी ऐसी 5 क्वालिटीज जो ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। सबसे पहले वर्च्यू आती है बेनेवलेंस। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की भलाई या वेलबींग के बारे में सोचते हो। दूसरी वर्च्यू आती है प्रोप्राइटी। इसका मतलब है आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, खासकर अपने एल्डर्स को, टीचर को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हो। तीसरी है जस्टिस और राइटियसनेस।
जिसमें आप जो है अपने बायस को दूर रखकर सही का साथ देते हो। चौथी है नॉलेज या विजडम, और पांचवी है इंटीग्रिटी, जिसमें आपके जो थॉट्स और आपके जो एक्शन है वो मैच करते हैं। मतलब आप जो कहते हो, जो सोचते हो, उसको ही करते हो, आपके एक्शन और डीड जो है वो मैच करते हैं, वो इंटीग्रिटी में आते हैं। जो ब्रैकेट में मैंने रेन, ली, यी ऐसे शब्द लिख रखे हैं, ये चाइनीज लैंग्वेज के हैं, और इन वर्ड्स के बारे में भी आपने जो है ध्यान रखना है। कन्फ्यूशियस विजडम को अचीव करने के लिए 3 जो है वेज बताते हैं। एक है रिफ्लेक्शन, जिसमें आप दूसरों को विजडम देते हो, जो नॉबलेस्ट वे है, और दूसरा है इमिटेट, दूसरों की विजडम को आप कॉपी करते हो, जो सबसे एक आसान वे है, और तीसरा है अपने एक्सपीरियंस से जब आप विजडम को गेन करते हो, सीखते हो, जो सबसे बिटरेस्ट वे है, एक डिफिकल्ट वे है विजडम को अचीव करने का। इनके मेन वर्क लुन्यो और एनालेक्स में प्रिजर्व किए गए हैं। ये कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स है, इनके जो शिष्य थे उन्होंने उसमें प्रिजर्व कर रखा है। अब बात करते हैं हम प्लेटो की। प्लेटो को फाउंडर माना जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का, और इन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने सबसे पहले डायलेक्टिक मेथड को यूज़ किया था। यहाँ पर डायलेक्टिक मेथड का मतलब है डायलॉग के थ्रू जो है संवाद रचाना, उसके थ्रू जो है फिलॉसफी को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को समझने की कोशिश करना। ये प्लेटो ने शुरुआत की थी। प्लेटो को एक स्टेटिस्ट थिंकर कहा जाता है, जिसका मीनिंग है कि स्टेट को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, इंडिविजुअल को नहीं देते, इसलिए ये स्टेट को एंड मानते हैं, इंडिविजुअल को मीन्स। इसका मतलब है स्टेट के इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल को यूज़ किया जा सकता है। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनी फेमस वर्क रिपब्लिक बुक में ये अपने आइडियल स्टेट का आइडिया देते हैं, जिसको काफ़ी लोग यूटोपियन आइडिया मानते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जिसमें ये कहते हैं ये मोनार्की को फेवर करते हैं और चाहते हैं कि फिलोसोफर किंग जो है वो रूल करेगा ऐसे रूल में। प्लेटो एथिक्स का वर्च्यू बेस्ड कंसेप्शन देते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लेटो मानते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो सबसे बड़ा मॉरल थॉट है इंडिविजुअल की लाइफ में। हैप्पीनेस जो है एक हाईएस्ट एम है। हर एक इंडिविजुअल जो है हैप्पीनेस को अचीव करना चाहता है, और इसको अटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग को वर्च्यूज चाहिए, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ चाहिए जिसके जरिए वो हैप्पीनेस को अटेन कर सकेगा। प्लेटो के अगर जस्टिस के आइडिया को कंक्लूड करें तो वो बात कर रहे थे कि जस्टिस का मतलब ये है कि 1 मैन 1 वर्क 1 क्लास 1 ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि एक क्लास, जैसे कि ट्रेडिंग क्लास होगी, उसका काम है बिजनेस में इन्वॉल्व होना, या फिर वॉरियर क्लास होगी, उसका काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है सोसाइटी में, यही जस्टिस है, और एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना देना, ये जस्टिस है। तो प्लेटो इस तरह की जस्टिस के आइडिया में बिलीव करते थे। अब आपके लिए ये क्वेश्चन रहा कि जस्टिस के आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्लेटो कुछ स्कॉलर्स के साथ डायलॉग करते हैं, अपने टाइम के कंटेम्प्रेरी स्कॉलर के साथ डायलॉग करते हैं। उन स्कॉलर के नाम क्या है वो आपने बताने हैं कमेंट करके। प्लेटो का एक कंट्रोवर्शियल आइडिया है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसमें वो चाहते हैं कि जो रूलिंग क्लासेस है, यानी फिलोसोफर किंग या वॉरियर क्लास है, उनके लिए प्लेटो चाहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ना हो, प्राइवेट फैमिली भी ना हो, क्योंकि प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी प्लेटो मानते थे 2 ऐसी चीज़ें हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो उसको करप्ट बनाते हैं, फेवरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, नेपोटिज्म को प्रमोट करते हैं। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को वो अबॉलिश करना चाहते थे। प्लेटो एक स्कूल फाउंड करते हैं जिसका नाम रखते हैं अकेडमी, और ये एलेगरी ऑफ केव्स इनकी थ्योरी काफ़ी फेमस है, जिसमें ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वो हमेशा ट्रू नॉलेज नहीं होती। जो परसेप्शन के बेस पर नॉलेज गेन कर रहा है वो हमेशा ठीक नहीं होती है। नॉलेज को सही तरीका गेन करने का है फिलॉसफिकल रीजनिंग। जब आप ज़्यादा सोचते हो, उस पर विचार करते हो, यही नॉलेज को गेन करने का एक सही मेथड है। प्लेटो के मेन वर्क है द रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड द लॉज। लेकिन यही 3 वर्क जो है वो काफ़ी नहीं है, आपको और भी वर्क पर ध्यान रखना होगा, जैसे सोक्रेटिक डायलॉग्स है, अपॉलॉजी, क्रीटो, ऐसे डायलॉग्स को देखना होगा। कुछ और अदर वर्क्स है, सिम्पोजियम, फेलिबस, इनको भी एक बार ध्यान से देखना होगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अरिस्टोटल की, जिन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी में लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया था। प्लेटो की तरह इन्होंने भी अपना एक स्कूल फाउंड किया था जिसका इन्होंने नाम रखा था लिसियम। और अगर इनके स्टेट की आइडिया की बात करें, ये मानते थे कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। नेचुरल होने का मतलब ये है कि ये मैन मेड नहीं है, फैमिली और इंडिविजुअल से पहले आती है स्टेट। स्टेट इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि सेल्फ सफिशेंसी को गारंटी कर सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके,
और इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि गुड गवर्नमेंट को वहाँ पर इंश्योर कर सके। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट को हाईएस्ट ह्यूमन एसोसिएशन मानते हैं और ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को, जिसको ये पॉलिटी कहते हैं, जो मिडिल क्लास के द्वारा रूल की जाएगी। अब आपके लिए ये सवाल रहा कि ये बेस्ट आइडियल स्टेट किसे मानते थे, मतलब थ्योरी में ये किस स्टेट को बेस्ट मानते थे। प्रैक्टिकेबल तो मैंने बता दिया, आप बताइए ये बेस्ट आइडियल स्टेट थ्योरी में किसको मानते थे। ये स्लेवरी सिस्टम को डिफेंड करते हैं। दो तरह के स्लेव्स के बारे में बात करते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल, जिनको इंसान खुद स्लेव बनाते हैं, जैसे कि प्रिजनर ऑफ वार। एक होते हैं नेचुरल, जो बाय बर्थ ही उनमें रैशनैलिटी की, रीजनिंग की कमी होती है और उन्हें स्लेव बनना पड़ता है। ये सिटीजनशिप उन लोगों को नहीं देना चाहते थे जिनके पास टाइम ना हो, वक्त ना हो और जिनके पास काबिलियत ना हो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने की। सो ये स्लेव्स, ओल्ड, यंग, विमेन एंड वर्किंग क्लास मेंबर को सिटीजनशिप नहीं देना चाहते थे। इनका फेमस एक थ्योरी है जिसे 4 कॉजेस की थ्योरी कहते हैं। ये मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज आने के 4 कॉजेस होते हैं और ये बात करते हैं मटेरियल कॉज की, फॉर्मल कॉज की, एफिशिएंट कॉज की एंड द फाइनल कॉज। ये 4 कॉजेस की बात करते हैं। इनके मेन वर्क से पॉलिटिक्स, निकोमैकियन एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस और यूडीमियन एथिक्स। अब हम बात करते हैं मैकियावेली की। ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के फादर माने जाते हैं। ये सबसे पहले एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को एथिक्स से सेपरेट किया था, यानी पॉलिटिक्स को मोरालिटी से सेपरेट किया था। ह्यूमन नेचर को ये काफ़ी नेगेटिवली लेते हैं। ये मानते हैं इंडिविजुअल जो है काफ़ी विकट होते हैं, चालाक होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं। और यहाँ तक भी ये कहते हैं, इनका एक कोट है कि अगर कोई इंडिविजुअल के फादर का मर्डर कर दे तो ये वो भूल सकता है, लेकिन कोई इसकी प्रॉपर्टी को हथिया ले ये कभी भी नहीं भूल सकता। तो इसका मतलब उसके लिए प्रॉपर्टी जो है अपने पिता से भी ज़्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल को किस हद तक ये जो है नेगेटिवली लेते हैं। तो ये मानते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स। इसका मतलब है एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड को यानी आपने गोल को जो है अचीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप किसी भी तरह के मीन्स को यूज़ करते हो तो वो सब कुछ ठीक है। सो इसीलिए ये कहते हैं कि प्रिंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखना स्टेट में। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये एंड है। और इस एंड को अचीव करने के लिए प्रिंस चाहे कुछ भी करे, मर्डर करे, किलिंग करे, डाका डाले, ठीक है, चोरी करे, ये सब कुछ जो है वैलिड हो जाएगा अगर वो अपनी स्टेट में यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखता है। ये मानते हैं प्रिंस के पास दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए। शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, ठीक है, फोक्स की तरह जो है चालाक होना चाहिए। इनका एक फेमस आइडिया वो है, ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि प्राइवेट स्फेयर में जो मोरालिटी होती है, जिसमें आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, अच्छे रहते हो, ये प्राइवेट स्फेयर के लिए ऐसी चीज़ें ठीक है। जो क्रिश्चियन एथिक्स है, क्रिश्चियन मोरालिटी की बात करते हैं, ये ऐसी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब पब्लिक स्फेयर में आप जाते हो तो वहाँ पर मोरालिटी काम नहीं करती है। तब आपको जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा और तब आपने नैतिकता के आइडिया को फॉलो नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप तब चोरी भी करते हो, किसी की किलिंग भी करते हो, ये सब कुछ ठीक है। तो इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं और ये मानते हैं रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अगर इनके मेन वर्क्स की बात करें, उसमें आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द प्रिंस जैसी बुक्स जो है इनकी आ जाती है। अब हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। इन्होंने अपने टाइम पर सिविल वॉर को देखा है, ठीक है, और इसके लिए वो कहते भी हैं कि फियर एंड आई वॉज बोर्न ट्विंस। इसका मतलब है डर और मैं जो है दोनों साथ में ही पैदा हुए थे। क्योंकि इन्होंने सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को देखा है तो इन्होंने ह्यूमन नेचर को भी वैसे ही बताया। ये मानते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो एक डिज़ायर सीकिंग क्रिएचर है, जिसमें वो प्लेजर को गेन करना चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जो है वो हमेशा पावर के लिए भागते रहते हैं। पावर की उनकी जो भूख है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, और अगर ख़त्म भी होती है वो तब होती है जब उनकी डेथ होती है। और इसी पावर की भूख की वजह से ऐसा लगता है, हॉब्स कहते हैं, जैसे कि सब में एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वार शेड रखी है। अगर इनके स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो ये स्टेट ऑफ नेचर उसे मानते हैं जो एक स्टेट बनने से पहले की प्री कंडीशन है, या फिर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ पूरी तरह से फेल हो जाती है तब की सिचुएशन को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, जहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ें काम नहीं करती है। तो ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में ये कहते हैं कोई लॉ नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, कोई भी राइट एंड रॉन्ग का आइडिया नहीं, कोई किसी को मार सकता है, लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में जो इंसान की जो लाइफ है वो सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट बन जाती है। ये कोट है उनका। इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने के लिए इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अपने जो भी राइट्स है, जो भी पावर है, वो सरेंडर कर देते हैं तीसरी पार्टी को, जिसमें
स्टेट क्रिएट होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडिविजुअल में होता है, तीसरी पार्टी के साथ नहीं होता। जब इंडिविजुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्रोडक्ट जो है, उसका जो रिजल्ट है वो स्टेट निकल कर आती है। तो इस तरह की स्टेट के पास हॉब्स मानते हैं अनडिवाइडेड अनलिमिटेड पावर होगी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इंडिविजुअल के द्वारा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये परपेचुअल होगा, लगातार चलता रहेगा, इरिवोकेबल होगा, यानी इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको खत्म करने का मतलब होगा वापस स्टेट ऑफ नेचर में चले जाना। अगर इनके मेन वर्क्स की बात करें तो उसमें कुछ लैटिन बुक्स भी आती हैं, जैसे द कॉर्परी, द सिवी, फिर एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवाइथन इनकी सबसे फेमस है, और देन बेहमोथ। अब हम बात करते हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, और ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टाइम इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, जो काफ़ी एक स्टेबल टाइम है, पीसफुल टाइम है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है जो हॉब्स ने देखी थी। तो स्टेट ऑफ नेचर की अगर बात करें तो जॉन लॉक उसमें मानते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में एक परफेक्ट और कंप्लीट लिबर्टी इंडिविजुअल्स को मिलती है, जिसमें कोई भी एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करता। यानी ये स्टेट ऑफ नेचर को काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं। ऐसा स्टेट ऑफ नेचर नहीं है जैसे हॉब्स बता रहे हैं कि कोई भी किसी को मार सकता है, किलिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूट सकते हैं, डाके डाल रहे हैं। ये ऐसा स्टेट ऑफ नेचर नहीं है। इनका स्टेट ऑफ नेचर जो है प्री पॉलिटिकल है, प्री सोशल नहीं है। प्री पॉलिटिकल का मतलब ये है इंडिविजुअल के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए ये प्री पॉलिटिकल है। लेकिन इंडिविजुअल जो थे वो सोशल थे, एक दूसरे के साथ मिलते थे, कई चीज़ों पर कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेट ऑफ नेचर जॉन लॉक कहते हैं प्री पॉलिटिकल है, प्री सोशल नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ स्टेट ऑफ नेचर के साथ इतना सही था तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? जॉन लॉक कहते हैं उसमें 3 प्रॉब्लम थी। एक, कोई लॉ नहीं था इस्टेब्लिश, कोई उसको इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है, कोई उसको जज करने वाला नहीं है, यानी एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों ही इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट ऑफ नेचर में नहीं है। इसलिए इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए इंडिविजुअल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या कहते हैं, अपने कुछ जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, वो स्टेट को दे देते हैं, ताकि अपने जो मेन 3 नेचुरल राइट्स है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसको वो एंजॉय कर सके। तो गवर्नमेंट का एक ही काम है ये तीनों राइट को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना, इसकी वायलेशन ना होने देना। जब हम जॉन लॉक से ये सवाल करेंगे कि हमारे एंसेस्टर ने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने की क्या जरूरत है? हम नहीं मानते किसी गवर्नमेंट को, हम नहीं मानते स्टेट को। तो जॉन लॉक किसी चीज़ को समझाते हैं कि आपने भी टैसिट कॉन्सेंट दे रखा है। जब भी आप स्टेट के किसी रोड्स को, हाईवेज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हो जो स्टेट की डोमिनियन में आता है, स्टेट की टेरिटरी में आता है, तो इसका मतलब है आपको स्टेट के द्वारा बनाए गए लॉ को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इसी को वो टैसिट कॉन्सेंट कहते हैं। अब आपके लिए यह सवाल रहा, जॉन लॉक ने 2 तरह के कंसेंट की बात की है। एक मैंने बता दिया टैसिट कंसेंट, और दूसरे कंसेंट का नाम क्या था वो कमेंट करके आप बताएंगे। इसी के साथ जॉन लॉक एक और बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, पूरी तरह से सही तरीके से काम नहीं करती, इसका मतलब है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करती, तो लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं, रेवोल्यूशन कर सकते हैं। इनके जो मेन वर्क्स है वो है लेटर ऑन टॉलरेशन, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ज़्यादा इनके जो वर्क्स हैं उसमें टॉलरेशन वर्ड आएगा, 2nd लेटर ऑन टॉलरेशन, 3rd लेटर ऑन टॉलरेशन, 4th लेटर ऑन टॉलरेशन। सो इस तरह से आप इनके मेन वर्क जो है ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूसो की। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्पिरिचुअल फादर माने जाते हैं, और ये मानते हैं कि थिंकिंग मैन इज़ ए डिप्रेव्ड एनिमल, मतलब जो आदमी ज़्यादा सोचता है वो एक भ्रष्ट जानवर की तरह बन जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि वो इंटेलिजेंस के अगेंस्ट है, वो साइंस के अगेंस्ट है, वो रीजनिंग के अगेंस्ट है। वो विश्वास करते थे उन इंसानों में जो ज़्यादा चालाकी नहीं करते, ज़्यादा सोचते नहीं है, भोले वाले किस्म के जो इंसान है, जो सादगी में विश्वास करते हैं, वो वैसे ह्यूमंस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। रूसो अपने स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंडिविजुअल जो थे वो गाइड होते थे इंस्टिंक्ट के द्वारा, रीज़न के द्वारा नहीं, वो ज़्यादा सोचते नहीं थे। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स नोबल सेवेज थे, बोले बाले इंसान थे, फ्री थे, हेल्दी थे, ईमानदार थे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है स्टेट ऑफ नेचर में व्यतीत करते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी यहाँ पर वो व्यतीत करते हैं जिसमें सादगी भरा जीवन है, आनंदमय जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ह्यूमैनिटी में कई तरह के चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले उसमें आता है प्राइवेट प्रॉपर्टी की इन्वेंशन, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो तेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ से जब शुरुआत होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, तो ह्यूमन बीइंग में लालच आता है, कंपटीशन आता है, इनइक्वालिटी आती है, तो उसका जो सादगी वाला नेचर है वो बिल्कुल यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। अब इंडिविजुअल जो है वो फ्री एंड इक्वल वाली सिचुएशन वापस चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको अपने राइट्स को जो है वो सरेंडर करना होगा पूरी कम्युनिटी को,
और ये जो कंडीशन है ये सबको फॉलो करनी होगी। अगर सब फॉलो करेंगे तभी ही वापस इक्वालिटी की जो सिचुएशन आएगी। तो अपने राइट्स को, अपनी विल को जब वो कम्युनिटी को सरेंडर कर देंगे तभी इक्वालिटी की सिचुएशन आएगी। इसी चीज को रूसो जो है जनरल विल का नाम देते हैं। जनरल विल एक ऐसी कलेक्टिव विल है जो हमेशा लोगों की या सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचती है, उनकी वेलबींग के बारे में सोचती है। ये है जनरल विल। रूसो अपने फेमस वर्क डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी में दो तरह की इनइक्वालिटी की बात करते हैं। एक करते हैं मॉरल इनइक्वालिटी की, जिसमें वेल्थ, नोबिलिटी, पावर या मेरिट को लेकर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। दूसरी करते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी की, जो एज में डिफरेंसेस है, हेल्थ को लेकर कोई डिफरेंसेस है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी तरह के डिफरेंसेस है, ये नेचुरल इनइक्वालिटी है। इनके मेन वर्क्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीगल की। ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न आइडियलिज्म माने जाते हैं। डायलैक्टिकल स्कीम को ये है एक डेवलप करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि आइडियाज में दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक होता है थीसिस और दूसरा होता है एंटीथीसिस, और उन्हीं से जन्म लेता है एक और आइडिया जिसे वो कहते हैं सिंथेसिस, जो अपने आप में एक बढ़िया आइडिया, पहले से परफेक्ट आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैमिली जो है वो थीसिस है, सिविल सोसाइटी एक एंटीथीसिस आइडिया है, और इन दोनों के आइडिया में जो कमियां हैं, ठीक है, उनके टकराव से जो निकल कर आएगा वो है स्टेट, जिसे वो सिंथेसिस कहते हैं, जो अपने आप में एक परफेक्ट आइडिया है। तो हीगल मानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस की ओर जा रही है, और जो ह्यूमन काइंड है वो इवेंचुअली एक परफेक्ट आइडिया को फॉलो कर रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी हमारे समाज में हो रहा है, हम बेसिकली परफेक्ट आइडिया की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेट को ये बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, स्टेट को ये ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये मानते हैं कि स्टेट के पास हाईएस्ट राइट है इंडिविजुअल पर, और इंडिविजुअल की जो हाईएस्ट ड्यूटी है वो ये है कि वो स्टेट का मेंबर बना रहे। स्टेट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये मानते हैं कि स्टेट जो है इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मान लो भगवान ही जो है वो धरती पर आ गए हों। स्टेट को इतनी वैल्यू देते हैं। हीगल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्टेट एंड सिविल सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट किया था। सिविल सोसाइटी ये उसे कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को अच्छे से जो है डिफेंड कर सकता है, प्रमोट कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़, जिसको वो मानते हैं ना फैमिली में अच्छी तरह से प्रमोट कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, और ना ही स्टेट में कर सकता है। सो ये इस तरह की सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन ये रहा कि ये सिविल सोसाइटी को किस डोमेन का पार्ट मानते हैं, जैसे कि यूनिवर्सलिज्म, पर्टिकुलरिज्म, हार्मोनी, फ्रीडम, कुछ ऐसी चीज़ें, इनमें से किस चीज़ का जो है पार्ट मानते हैं। इनके मेजर वर्क्स जो है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉलस्टोनक्राफ्ट की। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को फाउंडिंग फेमिनिस्ट फिलोसफर माना जाता है, और ये मानते हैं कि वुमेन में भी मैन की तरह रीजन की एबिलिटी होती है, जिसके लिए ये मानते हैं कि जो नेचुरल राइट्स मैन को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा सोसाइटी में, ठीक है, वो वुमेन को भी मिलने चाहिए। और ये मानते हैं कि वुमेन की पोजीशन को, अगर हम उसके स्टेटस को और भी ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम नेशनल एजुकेशन सिस्टम में एक रेडिकल चेंज लेकर आएँ, तभी जो है हम उसकी सिचुएशन में उनके स्टेटस को जो है बेटर बना सकते हैं। ये एक ग्रैंड कॉज बताते हैं फीमेल की वीकनेस का या उनकी डेप्रिविटी का। सबसे बड़ा ये कारण ये बताते हैं कि मैन में जो चेस्टिटी की वांट है, इसका मतलब है कि वो प्योरिटी की जो उम्मीद रखते हैं वुमेन से, यह सबसे बड़ा कारण है, जिसमें वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स पर उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो ये जो प्योरिटी की डिमांड है मैन के द्वारा वुमेन से, यह सबसे बड़ा कारण है उनकी वीकनेस का, ऐसा वो कहते थे। इनके मेन वर्क्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट थिंकर की बात करते हैं J.S. मिल की। J.S. मिल इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज़ की बात करते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, और इनके जो आइडियाज़ है उन्हें हार्ट ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आइडियाज़ ब्रिज की तरह काम करते हैं नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच में, या लेसे फेयर स्टेट में या वेलफेयर स्टेट के बीच में। उनके आइडियाज़ जो है ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये जाने जाते हैं अपने हार्म प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अपने फ्रीडम के आइडिया को ये कुछ इस तरह से बताते हैं कि दो तरह की फ्रीडम होती है, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग में आपको अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम मिल रखी है कि वो चीज़ें, वो एक्शन जिसमें आप दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाते हो, वो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, तो उसमें आपको पूरी फ्रीडम है। और दूसरी फ्रीडम है अदर रिगार्डिंग फ्रीडम, मतलब वो फ्रीडम जहां पर आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ऐसी फ्रीडम में आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, लिमिटेशंस लगाई जाएंगी। J.S. मिल के लिए आइडियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही है। वो मानते थे कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको जो है प्लूरल वोट्स मिलनी चाहिए, यानी उन्हें ज़्यादा वोट्स मिलनी चाहिए, और जो अनएजुकेटेड है उनको सिंगल वोट मिलनी चाहिए। यानी ये वन मैन वन वोट के आइडिया में बिलीव नहीं करते थे। जो ज़्यादा एजुकेट है उसको ज़्यादा वोट मिलेगी, और जो बिल्कुल एजुकेट नहीं है उनको सिंगल वोट मिलेगी, ये मानते थे। टॉकविल के टिरनी ऑफ मेजोरिटी
के आइडिया से ये काफ़ी इंस्पायर थे और ये चाहते थे कि अगर मेजॉरिटी हम डेमोक्रेसी में जिताते हैं तो हमें उनकी पावर्स पर किसी तरह की लिमिट लगानी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो है अपनी मनमर्जी कर सकती। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जे.एस. मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट किस ऑथर ने कहा था, ये कमेंट करके बताइए। इनके मेन वर्क्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स एक ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर है जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आइडिया डेवलप करते हैं। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का आइडिया इनका बहुत फेमस है, जो इन्होंने हेगल से ही अडॉप्ट किया था। लेकिन इन्होंने इसमें एक चेंज कर दिया। इन्होंने क्या चेंज किया? इन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह समाज में कोई सोशल चेंज आता है तो आइडिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, रैदर वो मटीरियल होता है। तो हिस्ट्री में अब तक जितने भी चेंजेस आए वो इसलिए आए क्योंकि मटेरियल चेंज आया, मैटर में चेंज आया, इसलिए चेंज आया। आइडिया में चेंज आने की वजह से किसी तरह का चेंज नहीं आता, ये कार्ल मार्क्स मानते थे। ये 3 डायलैक्टिक्स के लॉ मानते थे, जिसमें सबसे पहले आता है कि जब आप क्वांटिटी को चेंज कर देते हो क्वालिटी में, तो ये पहला मैटर में चेंज आता है, जैसे कि वाटर को आइस में चेंज कर देना। और दूसरा है यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन, जिसको मैं इजी एग्जांपल से अगर बताऊं कि 2 क्लासेस में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म ही हो जाती है, वो फिर भी साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली सोसाइटी में एग्जिस्ट करती रहती है। निगेशन ऑफ निगेशन का मतलब है जब मैटर में कुछ ऐसा चेंज आता है कि अपना पुराना रूप ही खत्म कर देता है, जैसे कि सीड जो है कन्वर्ट होकर प्लांट बन जाता है और फिर बाद में वो पेड़ बन जाता है। तो ये निगेशन ऑफ निगेशन है। अगर कार्ल मार्क्स के कैपिटलिज्म की बात करें तो आपको आइडिया उनका पता है कि कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पे चलता है, वर्कर को काफ़ी लेस वेज देता है। जो कैपिटलिस्ट क्लास के पास सरप्लस आती है वो वर्कर के साथ शेयर नहीं करता है। सो इस तरह से कार्ल मार्क्स मानते हैं वो वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कैपिटलिज्म जो है अपनी कबर खुद खोद रहा है। यानी कैपिटलिज्म में ही एक ऐसे सीड है जो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे जब कैपिटलिज्म बहुत पीक पे आएगा। और इसके साथ कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब वर्कर को ये रियलाइज होगा कि उन्हें एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। जब उन्हें ये रियलाइज होगा कि उन्हें एक्सप्लॉयट कर लिया जा रहा है तो उनमें क्लास कॉन्शियसनेस आएगी। तो जब क्लास कॉन्शियसनेस आएगी वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट रेवोल्यूशन छेड़ देंगे और वो कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देंगे। तो उसकी जगह वो पहले टेम्परेरी टाइम के लिए सोशलिज्म को लेकर आएंगे और देन फिर वो कम्युनिज्म को लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं एलियनेशन के कंसेप्ट की। एलियनेशन में कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब आप अपने वर्क को अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप उससे आपको कंटेंटमेंट या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो उसे एलियनेशन कहते हैं। तो 3 तरह के एलियनेशन की ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है जो फैक्ट्री में किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस चल रहा है, सबसे पहले वर्कर को उससे ही एलियनेशन हो जाती है, क्योंकि वो बार बार रिपीटेटिवली एक ही काम करता जा रहा है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं वर्कर एक फैक्ट्री में क्या है, वर्कर इज जस्ट ए कॉग इन द व्हील। सेकंड है एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। इसका मतलब है कि वर्कर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को बना रहा है, उससे एलियनेट हो जाता है। क्योंकि वो कर क्या रहा है, वो स्क्रू को टाइट कर रहा है, वो बार बार ये काम कर रहा है, उसको उसमें कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है? जब कितने सारे वर्कर अलग अलग तरह के काम करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार फैक्ट्री है, वो कार बनती है तो वो प्रोडक्ट बनता है, उसको वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको अपनी लेबर से भी जो है एलियनेशन हो जाती है। तो अब मार्क्स कहते हैं क्योंकि वो अपने काम को भी पसंद नहीं कर पा रहा, एंजॉय नहीं कर पा रहा, प्रोडक्शन के प्रोसेस को भी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए उसको जो है दूसरे वर्कर के साथ, सोसाइटी के साथ भी वो एलियनेट फील करने लगता है। तो 3 तरह की ये एलियनेशन की बात करते हैं। कहीं जगह पर चौथी एलियनेशन की भी बात की गई है, जैसे कि एलियनेशन ऑफ सेल्फ, जब वो खुद से भी एलियनेट हो जाता है। क्या वो लेबर है, ईटिंग है, प्रोडक्शन है, या फिर कोऑपरेशन है? आप कमेंट करके बताइए। तो कार्ल मार्क्स के मेजर वर्क्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंकर ग्रामशी की। ग्रामशी इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड करते हैं और मुसोलिनी के टाइम पर इन्हें जो है जेल में डाल दिया जाता है। हेजेमनी का आइडिया ये डेवलप करते हैं, जो काफ़ी फेमस आइडिया है। हेजेमनी के आइडिया के थ्रू हमें ये बताते हैं कि मार्क्स की प्रेडिक्शन क्यों रॉन्ग रहती है। क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म अपनी पीक में जहाँ पर होगा सबसे पहले वर्कर वहाँ रेवोल्यूशन करेंगे, लेकिन कैपिटलिज्म पीक यूरोप में था और रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आती है? रशिया में आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ग्रामशी इसी सवाल का आंसर ढूंढते हैं और वो कहते हैं कि यूरोप में रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि वहाँ पर हेजेमनी का आइडिया जो है वो चल रहा है। अब हेजेमनी का आइडिया क्या है? हेजेमनी का आइडिया ये है कि वहाँ की जो डोमिनेंट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो पूरी तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करती है। किस तरह से करती है? वो ये कंट्रोल करती है सिविल सोसाइटी के थ्रू।
क्योंकि जो डोमिनेंट क्लास के आइडियाज़ है वो स्कूल के थ्रू, चर्च के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो है प्रोपोगेट किए जाते हैं, जिसमें जो वहाँ के जो वर्कर हैं वो उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है ऐसी हेजेमनी से बाहर आना। तो ग्रामशी सजेस्ट करते हैं ऐसी हेजेमनी से बाहर कैसे आया जा सकता है। ऐसे हेजेमनी से बाहर आया जा सकता है काउंटर हेजेमनी से। और काउंटर हेजेमनी लेकर आने के लिए क्या करना होगा वर्कर को? 2 लेवल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होगा। सबसे पहले वार ऑफ पोजीशन। वार ऑफ पोजीशन में क्या है, जो सबल्टरन सेक्शन के कुछ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है वो वर्कर के साथ मिलकर जो है रेवोल्यूशन लेकर आने की तैयारी करे, जिसमें वो वर्कर को अवेयर करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का काम है ये करना। फिर सेकंड स्ट्रेटजी आती है वार ऑफ मैन्यूवर या वार ऑफ मूवमेंट जिसे कहते हैं। जब वार ऑफ पोजीशन वो जीत लेंगे फिर वो सेकंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें रेवोल्यूशनरी क्लासेस जो है वो डायरेक्टली जाकर स्टेट और स्टेट के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको डायरेक्टली जाकर कैप्चर करेंगे। ग्रामशी ने फासिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया भी डेवलप किया था। पैसिव रेवोल्यूशन में वो ये बताते हैं कि वहाँ के जो एलीट है वो रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, ना कि जो लो क्लासेस हैं या हैव्स नॉट की क्लासेस है वो रेवोल्यूशन नहीं लेकर आते हैं। तो फासिज्म से उन्होंने पैसिव रेवोल्यूशन का आइडिया डेवलप किया था। उनके जो मेजर वर्क्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिजन नोटबुक का आपने ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल में पब्लिश होती है 1947 पर, लेकिन ग्रामशी से लिखते हैं 1929 से लेकर 1935 के टाइम पर। तो ये आपने देखना है कि क्या पूछा गया है, पब्लिश डेट पूछी गई है या बुक कब लिखी गई है, ये पूछा गया है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैना एरन की। हैना एरन जो है वो जाने जाते हैं ज्यूइश अफेयर पर क्रिटिकल राइटिंग्स लिखने के लिए। टोटलिटेरियनिज्म का आइडिया उनका बहुत पॉपुलर है, जिसमें वो ये कहती है कि मॉडर्निटी और कैपिटलिज्म की वजह से टोटलिटेरियनिज्म आता है। और टोटलिटेरियन स्टेट अपने आप को मेंटेन कैसे रखती है, कैसे सर्वाइव करती है? वो वायलेंस के बेस पर सर्वाइव करती है, वो आइडियोलॉजी को यूज़ करके सर्वाइव करती है। और 20वीं सेंचुरी के वो 2 हॉरर की बात करते हैं, सबसे डरावनी चीज़ों की बात करते हैं, और वो है नाजिज्म और स्टैलिनिज्म। 2 तरह के ह्यूमन एक्शन की वो बात करती हैं। एक होता है विटा एक्टिवा जो एक्चुअली ह्यूमन एक्शन लेते हैं, और दूसरा होता है विटा कंटेम्पलेटिवा जिसमें वो कंटेम्पलेशन की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं। और हैना एरन मानती है कि जो एक्शन है वो थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो कार्ल मार्क्स को अप्रिशिएट करती है कि उन्होंने एक्शन को ज़्यादा प्राइमेसी दी थिंकिंग के लेवल पर, और प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि प्लेटो के लिए थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो एक्शन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे। हैना एरन एक्शन की बात करते हुए हायरार्की बताती हैं और कहते हैं, यानी सबसे लो लेवल पर लेबर आती है, फिर वर्क आता है और फिर एक्शन आता है। नेक्स्ट उनके पावर की आइडिया की बात करें तो वो कहते हैं पावर का मतलब ना फोर्स है, ना स्ट्रेंथ है, ना वायलेंस है। पावर जो है पब्लिक स्फीयर पर बिलोंग करती है। और पावर कब आती है? जब लोग मिलते हैं, ठीक है, साथ में आते हैं, तब वो उस पावर को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही वो प्राइवेट स्फीयर में चले जाते हैं वो अपनी ये पावर को गवा बैठते हैं। तो पावर हमेशा पब्लिक स्फीयर में जब लोग इकट्ठे होते हैं तभी एक्सपीरियंस की जाती है, ये मानते हैं। उनके मेजर वर्क्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रांस फानो की। फ्रांस फानो कुछ ऐसे थिंकर थे जो डी कॉलोनियलाइजेशन स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे, अल्जीरिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते थे, अल्जीरियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो पार्टी थी उसके मेंबर भी रहे थे। तो ये ब्लैकनेस की प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो ब्लैक लोग हैं उनको वाइट लोग कैसे जो है इनकरेज करते हैं कि वो भी वाइट बने। वो वाइट की सुपीरियरिटी उन्हें दिखाते हैं और उनमें अर्ज बढ़ते हैं कि ब्लैक जो है वो इन्फीरियर है उनसे, और ब्लैक सोसाइटी में या ब्लैक लोगों में ये भावना बढ़ते हैं कि वो भी वाइट की तरह बनेंगे तो शायद उन्हें जो है वो उनके जैसी सुपीरियरिटी मिल सकती है, इक्वालिटी मिल सकती है। लेकिन फानो कहते हैं कि इसमें जो है ब्लैक लोगों को कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो ऐसा नहीं कर पाते, वो पूरी तरह से वाइट नहीं बन पाते। वाइट नहीं बन पाने का मतलब है कि वो वाइट कल्चर को, जो उनकी सिविलाइजेशन है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके बोलने, रहने, खाने पीने का तरीका है, उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। अब बात करते हैं फानो के कॉलोनियलिज्म की आइडिया की। फानो मानते हैं कि कॉलोनियल वर्ल्ड 2 लोगों में डिवाइड होता है। एक होते हैं कॉलोनिस्ट जो राज करते हैं, और एक होते हैं कॉलोनाइज जिन पर रूल किया जाता है। ये 2 लोग इसलिए डिवाइड किए जाते हैं, 2 भागों में इसलिए बांटा जाता है ताकि जो रूल कर रहा है, जो कॉलोनिस्ट है, वो अपनी सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश कर सके। फानो मानते हैं कि कॉलोनियलिज्म को इस्टेब्लिश और मेंटेन वायलेंस के द्वारा किया गया था, और इसको खत्म भी करने का एक ही तरीका है, वो है वायलेंस। इनके जो मेजर वर्क्स है वो आप देख सकते हैं, जिनमें से रैचेट ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन एंड वाइट मार्क्स इंपॉर्टेंट वर्क है। अब हम बात करते हैं माओ जेडोंग की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फाउंड की जाती है 1921 में, और माओ भी उसके फाउंडिंग मेंबर थे। तो
तो इन्होंने पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइनीज़ रेवोल्यूशन को लेकर आने के लिए माओ का जो है वो काफ़ी रोल माना जाता है। मार्क्स के कम्युनिज्म के आइडिया को ये मॉडिफाई करते हैं और ये नहीं मानते कि चाइना में वर्कर जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, ये किसानों पर ज़्यादा निर्भर है, ये पिजन मानते हैं रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। इनका एक फेमस कोट है और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल वर्क इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल इकोनॉमिक वर्क। इसका मतलब है कि जो भी राजनीतिक काम होते हैं वो हमेशा इकोनॉमिक वर्क से ही निकल कर आते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्क्स की तरह माओ भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर इनकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ की बात करें तो उसमें लॉन्ग मार्च, 100 फ्लावर्स कैंपेन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसी आ जाती है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन इनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज़ रही है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में कुछ एग्रीकल्चरल चेंज करते हैं जिसमें जो है काफ़ी लोगों को एग्रीकल्चरल हार्डशिप देखनी पड़ती है और उससे वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। और कल्चर रेवोल्यूशन में अपने क्रिटिक्स को ही ये मारना शुरू कर देते हैं, ऐसा इन पर ब्लेम किया जाता है। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स इगैलिटेरियन लिबरल ट्रेडिशन से काफ़ी इंस्पायर होते हैं, मतलब एक ऐसे ट्रेडिशन से जो इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। और ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है एक ऐसा कोऑपरेटिव वेंचर है जिसमें सबका फ़ायदा होता है, म्यूचुअल एडवांटेज होता है। तो ये सोसाइटी को इस तरह से देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है इनका जस्टिस का। ये सबसे पहले ये पॉइंट करते हैं कि एक गुड सोसाइटी में नंबर ऑफ वर्च्यूज़ जरूरी है, कुछ वर्च्यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है और जस्टिस उस गुड सोसाइटी की सबसे पहली वर्च्यू है। ये मानते हैं कि जस्टिस का जो आइडिया है वो इंडिविजुअल से निकल कर आता है और रॉल्स जो है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले कहते हैं सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन की। किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है? ये कहते हैं प्राइमरी गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये जस्टिस के आइडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो प्राइमरी गुड का इनका मतलब क्या है? प्राइमरी गुड्स का मतलब है राइट्स एंड लिबर्टीज, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ। ये जो गुड्स हैं इनको कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में, इसकी वो बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए वो कहते हैं कि जो मैं अपनी जस्टिस के आइडिया की बात करता हूँ, मेरा जस्टिस का आइडिया जो है वो प्योर प्रोसीजरल जस्टिस आइडिया है। अब इसका मतलब क्या है? जॉन रॉल्स कहते हैं देखो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जस्टिस के कुछ ऐसे यूनैनिमसली प्रिंसिपल निकालने होंगे, मतलब जस्टिस के कुछ परफेक्ट प्रिंसिपल्स निकालने होंगे। अगर हमने उसको फाइंड आउट कर लिया तो हम उस प्रिंसिपल के चलते हुए सोसाइटी में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ भी प्राइमरी रिसोर्सेज को, वो हमेशा ही जस्ट होंगे, उसमें हमेशा ही इंसाफ होगा, वो गलत नहीं कहलाए जा सकते। तो इसी चीज़ के लिए वो अपना ओरिजिनल पोजीशन या वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसे मेथड्स को निकालते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर हम कुछ आदमियों को कुछ ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पर उन्हें अपने सेक्स के बारे में नहीं पता, अपनी क्लास के बारे में नहीं पता, सोसाइटी में पोजीशन क्या है ये नहीं पता, अमीर या गरीब है ये कुछ भी नहीं पता, जब ऐसी सिचुएशन में वो जब जस्टिस के प्रिंसिपल के बारे में सोचेंगे तो वो प्रिंसिपल हमेशा ही ठीक निकल कर आएंगे। वो इस चीज़ की बात कर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो सभी थिंकर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र में जो धर्म शब्द है वो संस्कृत के धर शब्द से आ रखा है, जिसका मतलब होता है टू होल्ड या किसी चीज़ की पकड़ होना। तो यहाँ पर मतलब ये है कि धर्म की जो दुनिया पर पकड़ है, ताकि जो प्रलय ना आ सके, ऐसी सिचुएशन ना आ सके, उसके लिए धर्म जो है दुनिया पर काम करता है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। मनुस्मृति को सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था सर विलियम जोन्स ने 1794 में, और ये एक ऐसा पहला संस्कृत टेक्स्ट माना जाता है जिसको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके टोटल 12 चैप्टर्स माने जाते हैं। मनुस्मृति का ऑथर मनु माना जाता है और मनु को फर्स्ट टीचर भी कहा जाता है, फर्स्ट किंग भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ गिवर भी कहा जाता है। मनुस्मृति का जो 7 चैप्टर है वो स्टेट क्राफ्ट की पॉलिसीज़ को लेकर या राज धर्म की पॉलिसी को लेकर डिवोटेड है कि कैसे स्टेट चलानी चाहिए, कैसे राज चलाना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन 7 चैप्टर में हमें मिलती है। मनु जो है वो डिवाइन राइट थ्योरी में विश्वास करते हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है, भगवान ने स्टेट को बनाया है, किसी इंसानों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं बनाया है, ये ध्यान आपने रखना है। अब हम बात करते हैं धर्मशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। सबसे पहला आता है पुरुषार्थ का कंसेप्ट, जिसमें 4 गोल माने जाते हैं हर मनुष्य की लाइफ में। वो है धर्म, मॉरल ड्यूटीज निभाना, दूसरा है अर्थ, वेल्थ गेन करना, तीसरा है काम, डिजायर, सेटिस्फैक्शन, जहाँ आप कह सकते हो जिंदगी के ऐशोआराम, और चौथा है मोक्ष, टोटल लिबरेशन, साल्वेशन हासिल करना, टोटल फ्रीडम जो है
वो लेना। 4 वर्ण माने जाते हैं जिसको 4 सोशल क्लासेस भी कहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आपको पता ही है। एक है कंसेप्ट आश्रम का। ये मानते हैं कि धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि 4 स्टेजेस बताई गई है जिंदगी की होती है। हर स्टेज के अपने गोल होते हैं, जैसे ब्रह्मचार्य जो बर्थ से लेकर 25 एज तक चलता है, फिर गृहस्थ जो 25 से लेकर 50 एज तक चलता है, फिर वानप्रस्थ जो 50 से लेकर 75 तक चलती है, और 4th है संन्यास जो 75 से लेकर 100 ईयर की एज तक चलता है। धर्मशास्त्र में धर्म के 5 सोर्सेस बताए गए हैं। वो 5 सोर्सेस कौन से हैं? पहला है वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सज्जनों का आचरण, चौथा है अंतकरण, और 5th है राजज्ञा, ऑर्डर ऑफ द किंग। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्र में एक हिंदू की लाइफ में टोटल कितने संस्कार बताए गए हैं जो बर्थ से लेकर डेथ तक कंप्लीट करने होते हैं। वो टोटल संस्कार कितने हैं वो आपने कमेंट करके बताना है। अब हम जानते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य जो है उसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की जो बुक है उसके लिए ये फेमस है। इसको इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। इवन मैक्स वेबर ने तो यहाँ तक भी कहा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मैकियावेली से भी ज़्यादा रेडिकल है। यहाँ पर मैक्स वेबर कहते हैं कि मैकियावेली की लिखी हुई किताब जो प्रिंस है वो कम हार्मलेस लगती है कंपेयर टू कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र जो है मैकियावेली की प्रिंस से भी एक कदम आगे है। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है नवंबर 2017 में कि ये किसका कोट है। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र टेक्स्ट भी कहा जाता है। ये भी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है। श्यामा शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में इस टेक्स्ट को डिस्कवर किया, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसे पब्लिश किया फाइनली 1915 में। अर्थशास्त्र की 15 बुक्स होती है, 150 चैप्टर्स होते हैं और 180 टॉपिक्स होते हैं। इसमें अर्थशास्त्र में 120 ऑक्यूपेशन की बात की गई है और 34 डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात की गई है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते होते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने ऑक्यूपेशन की बात की गई है, कितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की बात की गई है। इसलिए ये फैक्ट्स जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। कौटिल्य मानते थे कि अराजकता की सिचुएशन कभी भी आ सकती है, अनार्की कभी भी आ सकती है। इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होनी चाहिए जिसको एक स्ट्रॉन्ग रूलर जो है वो चलाएगा, वर्चुअस मोनार्क जो है उस स्टेट को चलाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। सप्तांग की थ्योरी कौटिल्य की फेमस है कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 एलिमेंट स्टेट के माने जाते हैं। मंडल थ्योरी की अगर बात करें तो कौटिल्य इसमें बताते हैं कि 12 तरह के किंग्स होते हैं और 72 इसके एलिमेंट्स होते हैं, यानी टोटल एलिमेंट्स 72 प्रकृतिस होती है। जून 2019 में पूछा भी गया था कि मंडल थ्योरी की कितनी प्रकृति बताई गई हैं या कितने एलिमेंट्स बताए गए हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जो 12 किंग्स की कौटिल्य बात करते हैं मंडल थ्योरी में, वो 12 किंग्स के नाम क्या है वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो 12 किंग्स के नाम हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए। कौटिल्य का एक और कंसेप्ट है शतगुण नीति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको 6-फोल्ड पॉलिसी भी कहते हैं। इसमें कौटिल्य कहते हैं कि अगर आपका एनिमी स्ट्रांग है तो उसके साथ संधि कर लीजिए, ट्रीटी। पहली पॉलिसी आप ये अपनाइए। दूसरी पॉलिसी ये है विगर, जिसे आप ये कहते हैं कि अगर आप स्ट्रांग हो जाते हो तो फिर वो संधि आप तोड़ सकते हो। तीसरी है आसन, सिट। इसका मतलब है कि अपनी एनिमी के टेरिटरी के बाहर अपनी फोर्सेस को बिठाना शुरू करना या स्टेशन करना शुरू करना। और 4th है यन, मूवमेंट, अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करना एनिमी टेरिटरी के बाहर। 5th है समस्या, जिसका मतलब है ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ अपना हाथ मिलाएं जिनके ऑब्जेक्टिव या इंटरेस्ट आपके साथ मिलते जुलते हैं, आप उनके साथ दोस्ती करें। 6th है द्वैत भाव। इसका मतलब है ड्यूल पॉलिसी अपनाना। आप सभी के साथ दुश्मनी या सभी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। कौटिल्य कहते थे आप एक के साथ दोस्ती कीजिए और दूसरे के साथ दुश्मनी लीजिए, क्योंकि अगर आपने सबके साथ दुश्मनी कर ली तो हो सकता है 2 फ्रंट से वार आपको लड़ना पड़े, जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो एक के साथ आप फ्रेंडशिप रखिए, दूसरे के साथ जो है एनिमिटी रखिए। नेक्स्ट हम समझते हैं अगानासूत्र के बारे में। अगानासूत्र बुद्धिज्म का ही एक टेक्स्ट है। ये माना जाता है कि जो दिग्निकाय टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, उसका 27th सूत्र जो है उसको अगानासूत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है जून 2019 में। दिग्निकाय का क्या मतलब होता है? दिग्निकाय का मतलब होता है जिसमें लॉन्ग डिस्कोर्सेज हो, जिसमें लंबी लंबी जो डायलॉग्स और चर्चा हो, उसको दिग्निकाय कहते हैं। दिग्निकाय में मोस्टली बुद्धा के ही डायलॉग है। टोटल जो डायलॉग पाए जाते हैं वो 180 डायलॉग्स पाए जाते हैं। दिग्निकाय को सुत्त पिटक का पाठ माना जाता है। अब इस चीज के लिंक को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सुत्त पिटक का पाठ क्या है? दिग्निकाय। और दिग्निकाय का 27th सूत्र जो है वो अगानासूत्र है।
सो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगाना सूत में क्या किया गया है कि जो वैदिक आइडियाज़ है, ठीक है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जैसे वर्ण हो गया, आश्रम हो गया, धर्म हो गया, जिसको अभी हमने धर्मशास्त्रा में समझा है, उसको ये चैलेंज करता है, उन आइडियाज़ को ये चैलेंज करता है और इसके अगेंस्ट बताता है कि धरती में जो है लाइफ कैसे बनती है, सोशल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, कास्ट सिस्टम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से बताता है वैदिक आइडियाज़ को चैलेंज करने के लिए। अगाना सूद में बुद्ध क्या करते हैं, दो ब्राह्मण्स के साथ डायलॉग करते हैं, भरद्वाज और वशिष्ठ, जो मॉन्क बन जाते हैं बाद में और बुद्ध से कुछ सवाल करते हैं और उनका आंसर बुद्ध देते हैं, और उन्हीं के साथ जो डायलॉग, जो डिस्कशन है, जो चर्चा है, वो गाना सूत में लिख रखी है। अगाना सूत में जो स्टेट का ओरिजिन बताया गया कि स्टेट कैसे क्रिएट होती है, वो मानते हैं कि इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, इंसानों ने स्टेट को बनाया है। वो डिवाइन राइट की थ्योरी में विश्वास नहीं करते जैसे मनुस्मृति मानती है। अब हम जानते हैं बरानी के बारे में। बरानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, खास करके जब अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक जैसे रूल कर रहे थे। फतवा जहानदारी इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है, जिसमें इन्होंने मुस्लिम किंग्स को एडवाइसेस दी है, नसीहत दी है, एडवाइस नंबर 1, एडवाइस नंबर 2 करके ऐसे लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए एक किंग को। ये इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना गया है कि इसको कंपेयर किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली के प्रिंस के साथ। बरानी दो लॉज की बात करते हैं, एक है शरीयत और एक जवाबित। शरीयत में प्रॉफिट की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस आती है, और जवाबित में वो स्टेट के द्वारा बनाए हुए लॉ आते हैं जो बदलते परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। जहां पर शरीयत जो है लागू नहीं किया जा सकता, वहां पर जवाबित को लेकर आया जाता है। बरानी 4 तरह की आर्मी की बात करते हैं, जिसमें इन्फेंट्री, फुट सोल्जर आते हैं, हॉर्समैन आते हैं, वार एलिफेंट्स आते हैं, ऑक्सिलरीज आर्मी आती है जिसमें इंजीनियर, ट्रांसपोर्टर, जासूस, ये सब कुछ आ जाता है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि बरानी ने अपने किंग को, यानी मुस्लिम किंग को, एक एडवाइस दी थी कि वो पर्सनल ट्रूप भी रखे। उस पर्सनल ट्रूप का नाम बरानी क्या देते हैं, वो आपने कमेंट करके बताना है। उनके मेन वर्क्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट तारीख फिरोज शाही और फतवा जहानदारी है, लेकिन बाकी भी टेक्स्ट जो है वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कबीर की। कबीर सिकंदर लोदी के कंटेम्प्रेरी थे, बनारस के रहने वाले थे, और इनका वर्क्स जो है, जो इनका काम है, या इनकी वाणी जो है, वो पाई जाती है आदि ग्रंथ में, पंचावनी में, सरवंगी में, बिजक या ग्रंथावली। कुछ ऐसे टेक्स्ट है जहां पर हमें कबीर के थॉट्स और उनकी वाणी जो है वो मिलती है। कबीर जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट थे और चैलेंज करते थे जो ब्राह्मणिज्म की आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है उसको चैलेंज करते थे। कबीर काफ़ी सेकुलर माने जाते थे। कबीर जो है आश्रम की 4 स्टेजेस जो धर्मशास्त्रा में बता रखी है, जहाँ 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी बता रखा है, उसको रिजेक्ट करते थे, वो ऐसी फिलॉसफी में नहीं मानते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पंडित रामाबाई की। रामाबाई वुमेन्स राइट, एजुकेशन एक्टिविस्ट और एक ऐसी वुमेन माने जाते हैं जिन्होंने इंडिया की वुमेन के लिए, इमेंसिपेशन के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया है। ये क्वेश्चन भी जून 2020 में पूछ रखा है। वो इंडिया में ऐसी पहली वुमेन थी जिनको पंडिता का टाइटल दिया गया था, क्योंकि वो एक संस्कृत की स्कॉलर थी, इसकी वजह से उन्हें पंडिता का टाइटल दिया गया। जून 2019 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आर्या महिला समाज को पुणे में वो इस्टेब्लिश करती है 1882 में। 1890s में वो मुक्ति मिशन को इस्टेब्लिश करती है कैदगांव विलेज में। बाद में इसका नाम रखकर पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन किया जाता है। 1889 में वो शारदा सदन ओपन करती है, जिसे होम फॉर लर्निंग भी कहते हैं। चौपाटी मुंबई में वो इसको ओपन करती है। उनके मेन वर्क्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें स्त्री धर्म नीति, क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन और पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट पर उन्होंने काम किया है। मोस्टली इन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन ओपन किए थे, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए वो मैंने आपके सामने रखे, उसको ध्यान से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तिलक की अगर बात करें, रत्नागिरी महाराष्ट्र में पैदा होते हैं। इनको लोकमान्य का टाइटल भी दिया जाता है। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज इन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहकर पुकारते थे और महात्मा गांधी इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। अब आपके लिए सवाल ये है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा है, वो आपने कमेंट करके बताना है। 1881 में ये 2 न्यूज़पेपर फाउंड करते हैं। एक है केसरी जो मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, और दूसरा है मराठा जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था। 1884 में बाल गंगाधर तिलक जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है वो फाउंड करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जिसका नाम बाल गंगाधर तिलक के साथ जोड़ा जाता है वो है गणपति फेस्टिवल जो 1893 में वो लॉन्च करते हैं, और शिवाजी फेस्टिवल जो 1895 में चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? इसलिए ताकि जो लोग हैं
वो इकट्ठा हो सके, मोबिलाइज कर सके, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उसको और भी ज़्यादा तेज किया जा सकते। 1914 में ये इंडियन होम रूल लीग फाउंड भी करते हैं और उसके प्रेसिडेंट भी रहते हैं। 1916 में ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात की जाती है नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। अगर हम बात करें कि तिलक किस तरह की स्ट्रगल में विश्वास करते थे, तो तिलक स्वदेशी, बायकॉट या नेशनल एजुकेशन या पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते थे कि ये प्रोटेस्ट के मीन्स है, प्रोटेस्ट इस तरह से किया जाना चाहिए। तो जून 2020 में इसका क्वेश्चन भी आ रखा है। तिलक एक पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने स्वराज को लेकर काफ़ी स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, और इनका ये जो कोट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, वो काफ़ी फेमस हो जाता है नेशनलिस्ट स्ट्रगल में। आज इनको इस कोट से भी जाना जाता है। इनके जो मेन वर्क्स हैं वो है ओरियन द आर्कटिक होमिन वेदास, गीता रहस्य, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष एंड हिंदू फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एथिक्स एंड रिलीजन। ये मेन वर्क आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1880 में ये केशव चंद्र सन के नव वेदांत को ज्वाइन करते हैं, फिर ब्रह्मो समाज का मेंबर भी बनते हैं। इनकी जो नियो वेदांत की फिलॉसफी है वो फेमस है, और नियो वेदांत फिलॉसफी के जो 3 प्रिंसिपल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि गॉड और मैन यानी भगवान और इंसान में एक वननेस का रिश्ता होता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसका जो पूरी कायनात है, जो यूनिवर्स है, उसकी सॉलिडेरिटी उसके साथ जुड़ी होती है। जो नियो वेदांत फिलॉसफी में विश्वास रखता है वो ह्यूमैनिटी के लिए सेल्फलेस एक्शन लेता है, यानी बिना किसी फल की उम्मीद किए बिना ह्यूमैनिटी की सर्विस में वो लगता है। नियो वेदांत फिलॉसफी का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास रखता है, और ये विश्वास रखता है कि चाहे धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबका जो गोल है मोक्ष तक लेकर जाना, लिबरेशन तक लेकर जाना, ठीक है, वो एक ही है। लिबरेशन एक गोल है, लेकिन उसके रास्ते जो हैं हर धर्म ने चाहे अलग अलग बता रखे हैं। तो ये फिलॉसफी जो है यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करती है, हर धर्म को रिस्पेक्ट देने की बात करती है। 1893 में शिकागो में विवेकानंद ने एक स्पीच दी थी। जो स्पीच दी थी उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हो रही थी, और वो स्पीच जो है इनकी काफ़ी फेमस हो जाती है। 1897 में जब इंडिया वापस आते हैं तो ये रामाकृष्णा मिशन फाउंड करते हैं। 12 जनवरी 1994 को गवर्नमेंट इंडिया ये डिसाइड करती है कि विवेकानंद का जब जन्मदिन होता है उस दिन नेशनल यूथ डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन भी आया था। इनके जो मेजर वर्क्स है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके मेजर वर्क्स कम है और आप याद भी रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। ये कलकत्ता में बॉर्न होते हैं। 1901 में ये एक स्कूल फाउंड करते हैं जिसको शांति निकेतन कहते हैं, और 1921 में वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन जाती है। 1913 में ये पहले नॉन यूरोपियन बनते हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिलता है। 1915 में ब्रिटिशर इन्हें नाइटहुड की पदवी देते हैं, लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है अमृतसर में, उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ये वापस कर देते हैं। और दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ये 4 तरह की ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं। ट्रू फ्रीडम का आइडिया इनका फेमस है। पहले बात करते हैं फ्रीडम की जो इंडिविजुअल लेवल पर होती है, दूसरी फिर कम्युनिटी लेवल पर फ्रीडम आती है, तीसरी आती है कम्युनिटी से जब आप यूनिवर्स लेवल तक पहुंचते हो, और लास्ट जो है यूनिवर्स से भी इन्फिनिटी लेवल की फ्रीडम आती है। इन्फिनिटी लेवल तक फ्रीडम का मतलब है स्पिरिचुअलिज्म में सबसे हाईएस्ट स्टेज तक कोई इंसान जब पहुंच जाता है वो इन्फिनिटी लेवल ऑफ फ्रीडम है। रविंद्रनाथ टैगोर जो यूरोपियन आइडिया है नेशनलिज्म का उसके काफ़ी अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि ऐसा आइडिया जो है वो वार को जन्म देता है, वेपन्स को जन्म देता है, वायलेंस को जन्म देता है। इसलिए टैगोर जो है ऐसे नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज ही करते थे। उनके मेन वर्क्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जानते हैं गांधी के बारे में, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पोरबंदर गुजरात में जन्म लेते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडिया या फादर ऑफ नेशन भी माना जाता है। 1888 में ये लंदन में लॉ की स्टडी करने के लिए जाते हैं, और 1891 में लॉ की स्टडी खत्म करके इंडिया वापस आते हैं। 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं, अपनी लॉ को प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहाँ जो साउथ अफ्रीका का नेटल प्रोविंस है वहाँ पर एक मुस्लिम मर्चेंट के कज़न का केस जो है वो लड़ते हैं। 1894 में वहाँ पर वो नेटल इंडियन कांग्रेस भी इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि वहाँ के इंडियन ट्रेडर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उसके लिए ये जो है एसोसिएशन बनाते हैं। 1906 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना, ट्रांसवाल जो प्रोविंस है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर अपना वो फर्स्ट कैंपेन ऑफ सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। सो इसका मतलब है कि सत्याग्रह के जो एक्सपेरिमेंट है वो गांधी ने इंडिया आकर नहीं किए थे,
उसकी शुरुआत साउथ अफ्रीका में 1906 में ही उन्होंने कर दी थी। 1915 में फिर इंडिया गांधी जी वापस आते हैं और कई सारी मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में, इसी टाइम पर डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह 1930 की डेट इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, जिसे अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। ये सारी मूवमेंट्स की डेट्स आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में वो एक इंग्लिश जर्नल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखते हैं यंग इंडिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को महात्मा गांधी अटेंड करते हैं, इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो गांधी इरविन पैक्ट जो मार्च 1931 में साइन होता है उससे निकली हुई थी, क्योंकि गांधी पहले रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। सो गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें गांधी कुछ अपनी शर्तें रखते हैं ब्रिटिशर के सामने कि अगर वो मानेंगे तो मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कोई सफलता नहीं मिलती है। ब्रिटिश जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज को देना चाहते हैं, कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं। गांधी जी इस चीज के अगेंस्ट थे, लेकिन अंबेडकर इस चीज को सपोर्ट करते थे और फाइनली इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पूना पैक्ट साइन किया जाता है 1932 में। 1933 में गांधी जी एक वीकली न्यूज़पेपर निकालते हैं जिसका नाम रखते हैं हरिजन और इंग्लिश में इसको पब्लिश करते हैं। अगर उनके स्वराज के आइडिया की बात करें तो वो कहते थे कि स्वराज एक ऐसा वे है जिससे हम जो है नेशनल इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल फ्रीडम जो इंडिविजुअल लेवल पर है उसको भी गेन कर सकते हैं। तो स्वराज में दोनों ही है, नेशनल इंडिपेंडेंस भी है, इंडिविजुअल की अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस भी है। स्वराज के आइडिया में ये बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को, क्योंकि ये मानते थे कि ये जो वेस्ट की सिविलाइजेशन है, जैसे वो कहते थे कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, इसने ह्यूमन वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। नवंबर 2017 में ये पूछा भी गया था। अगर उनके राम राज्य या आइडियल स्टेट के कंसेप्ट की बात करें तो उनके लिए सही राम राज्य या सही आइडियल स्टेट वो है जहां पर इक्वल राइट्स दिए जाएंगे टू बोथ प्रिंस एंड पॉपर। इसका मतलब है अमीर और गरीब के लिए एक जैसे ही राइट्स होंगे, किसी की कोई प्रिविलेज पोजीशन नहीं होगी। EMS नमुद्रीपाद अपनी बुक महात्मा एंड इज्म में महात्मा गांधी की लाइफ पर, उनके थॉट्स पर मार्क्सिज्म एनालिसिस करते हैं और ये क्वेश्चन जनवरी 2017 में आ रखा है। महात्मा गांधी का एक फेमस कोट है रिलीजन को लेकर। वो मानते थे कि रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स का एक इंटेग्रल पार्ट होना चाहिए और इसके लिए वो ये कहते हैं कि मॉरल्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे रिलीजन हो, ये कन्वर्टिबल टर्म्स है, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, इनका जो मीनिंग है बात एक ही है। सो वो कहते हैं ए मॉरल लाइफ विदाउट रेफरेंस टू रिलीजन इज लाइक ए हाउस बिल्ट अपॉन सैंड। वो कहते हैं कि एक जो नैतिक जीवन है धर्म के बिना अगर वो चलता है तो वो इस तरह से है जैसे रेत का घर बनाया हो या रेत पर घर बनाया हो। सो इसका मतलब ये है कि इंसान को लाइफ में सिर्फ नैतिक मूल्य के बारे में नहीं जानना है, धर्म को भी जो है वो भी अच्छी तरह से समझना है, उसको भी अच्छी तरह से फॉलो करना है। गांधी जी ने कुछ इंस्टीट्यूशन अपनी लाइफ में फाउंड किए थे, दिसंबर 2019 में वो पूछे भी गए थे। तो वो कौन से हैं? जैसे कि फिनिक्स सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में किया था 1904 में, टोल्स्टॉय फार्म ये भी साउथ अफ्रीका में किया था 1910 में, कोचरब आश्रम अहमदाबाद में 1915 में किया गया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद 1915 में, सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 में किया गया था। और उनके मेन वर्क से हिंद स्वराज उनका मेन वर्क है, इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है उसे, 1909 में पब्लिश होता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी उनकी 1929 में पब्लिश होती है। एक और टेक्स्ट है की टू हेल्थ 1948 में वो पब्लिश होता है। अब हम बात करते हैं औरोबिंदो के बारे में। इनका ओरिजिनल नेम था औरोबिंदो घोष और ये पैदा होते हैं कलकत्ता में। अनुशीलन समिति को कलकत्ता में 1902 में इस्टेब्लिश करते हैं। 1905 में एक वीकली पेपर निकालते हैं जिसका नाम रखते हैं वंदे मातरम। इसमें बेसिकली जो मॉडरेट्स हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इनके जो आर्टिकल्स लिखे जाते थे वंदे मातरम में उसकी वजह से इन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। 1907 में जब कांग्रेस का सूरज स्प्लिट होता है तो औरोबिंदो बाल गंगाधर तिलक का जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। 1908 में अलीपुर बम केस में इनको जेल में भेजा जाता है। 1909 में ये कर्मयोगिन एक वीकली इंग्लिश जर्नल लॉन्च करते हैं और धर्मा वीकली बंगाली जर्नल को लॉन्च करते हैं। जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। लॉर्ड मिंटो इन्हें मोस्ट डेंजरस पर्सन मानते थे। 1914 में ये एक और मैगजीन पब्लिश करते हैं आर्या नाम की और 1926 में ये श्री औरोबिंदो आश्रम को फाउंड करते हैं पौंडीचेरी में।
अगर इनके पैसिव रेजिस्टेंस के आइडिया की बात करें तो तिलक के साथ मिलता जुलता आइडिया है। ये कहते हैं सोशल बाइकआउट करने के लिए इकोनॉमिक बाइकआउट की बात करते हैं, एजुकेशनल बाइकआउट, एडमिनिस्ट्रेशन बाइकआउट, जुडिशियल बाइकआउट ऑफ ब्रिटिशर की बात करते हैं, स्वदेशी गुड्स या स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की बात करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहते हैं कि नेशनलिज्म कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल एंड को अचीव करने के लिए नेशनलिज्म की मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। रैदर नेशनलिज्म एक रिलीजियस एक्ट है। नेशनलिज्म को धर्म के साथ जोड़कर ये कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया देते हैं और ये कहते हैं कि हम नेशनलिज्म में जो भी काम करते हैं वो विल ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए, कि भगवान की इच्छा इसमें क्या हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। सो नेशनलिज्म अपने आप में एक रिलीजियस एक्ट है। सो कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया ये रहा। मेन वर्क्स जो है इनके वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके मेन वर्क्स को लेकर जनवरी 2017 में इनकी बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेकर क्वेश्चन भी आया था। जो रेड कलर की बुक मैंने कर रखी है वो सारी बुक्स के बारे में आया था, और भी जो इनके मेजर वर्क्स है वो भी आप ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईवी रामासामी की, जिन्हें परियार भी कहा जाता है। तमिलनाडु के इरोड टाउन में ये पैदा होते हैं। 1904 में इनके साथ एक घटना होती है। ये वैसे तो पहले धार्मिक व्यक्ति थे। काशी में ये पिलग्रिमेज की यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण्स का व्यवहार इनके साथ ठीक नहीं रहता, जिसको ये ब्राह्मणिक एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। और वहाँ पर जो घटना इनके साथ ऐसी घटती है वो इंसिडेंट ही ऐसा था, ये जो है नास्तिक बन जाते हैं। और दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। 1919 में ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। जून 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। 1924 में वैक्कम सत्याग्रह चलाते हैं, जिसमें दलित को मंदिर में एंट्री मिले, टेंपल में, केरल के टेंपल में एंट्री मिले, उसको लेकर सत्याग्रह चलाते हैं। फर्स्ट सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस जो ये लीड करते हैं वो चेंगलपट्टू फेब 1929 में होती है। 1938 में ये जस्टिस पार्टी को हेड करते हैं और 1944 में उसी पार्टी को नॉन पॉलिटिकल सोशल पार्टी बना देते हैं। मतलब ये सोशल पार्टी रह जाती है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह जाती, और उसका नाम रखते हैं द्रविडन कज़गम। ठीक है। 1949 में इनके जो क्लोज एसोसिएट थे CN अनुदा राय, वो इनसे दूरी बना लेते हैं और अपनी एक अलग पार्टी DMK द्रविडियन मुनेत्र कज़गम को इस्टेब्लिश करते हैं। उनके मेन वर्क्स है, मोस्टली उनके वीकली ही मेन वर्क्स है। कुड़ी अरसू जो तमिल वीकली थी 1925 में लॉन्च करते हैं, और रिवोल्ट जो एक इंग्लिश जर्नल था वो 1928 में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में। इनको आलमा इकबाल भी कहा जाता है। आलमा एक टाइटल दिया जाता है किसी बड़े इंटेलेक्चुअल को। तो ये फिलोसफर है, पोइट है, पॉलिटिशियन है। 20th सेंचुरी के सियालकोट में पैदा होते हैं, जो आज पाकिस्तान में है। इकबाल का जो PhD थीसिस था उसका टाइटल था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। इंडिया जब वापस आते हैं पढ़ाई करके बाहर से 1908 में, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इसको हिंदूज ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। ब्रिटिश इन्हें 1923 में नाइटहुड की पदवी देते हैं, और इनका खुदी का आइडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुदी का आइडिया, सेल्फ का आइडिया जो है वो इंडिविजुअल के आइडिया से अलग है, क्योंकि जो लिबरलिज्म की विचारधारा है वो इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी देने की, इंडिविजुअल को फ्रीडम देने की बात करते हैं। इकबाल इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर इंडिविजुअल को इतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी, इतनी ज़्यादा फ्रीडम की बात की जाएगी तो इंडिविजुअल का आइडिया जो है वो पॉजेसिव इंडिविजुअल बन जाएगा, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इंडिविजुअल को ही फ्रीडम की बात मत कीजिए, इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन इंडिविजुअल की कम्युनिटी को लेकर जो कमिटमेंट है, जो समाज के प्रति उसके फ़र्ज़ हैं, वो कमिटमेंट जो है, वो फ़र्ज़ जो है, उसको वो भी याद होने चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी में और इंडिविजुअल की कमिटमेंट को लेकर। वही इनका खुद ही का आइडिया है। जो निश्चय का सुपरमैन का आइडिया है, कुछ वैसा ही मेटाफोर इकबाल भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करते हैं इंसान कालिम। इंसान कालिम और सुपरमैन एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग आइडिया है। इंसान कालिम वो स्टेज है जब इंसान जो है स्पिरिचुअलिज्म की हाईएस्ट स्टेज में पहुंचता है, वो इंसान कालिम बनता है इकबाल के अकॉर्डिंगली। अब मोहम्मद इकबाल को फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ये एक फैक्ट नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। इसको मैंने मोहम्मद इकबाल की वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है, जो डिटेल में हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इनके मेन वर्क्स जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इनका एक मेजर वर्क है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जो 1930 में पब्लिश होता है। इसके बारे में पूछा भी गया था दिसंबर 2019 के नेट एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं MN रॉय के बारे में। नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य इनका ओरिजिनल नेम था। अरबेलिया वेस्ट बंगाल में ये जन्म लेते हैं और इंडिया की कम्युनिस्ट मूवमेंट को लीड करते हैं।
1916 में सैन फ्रांसिस्को जाते हैं और अपना नाम बदलकर मनबिंदरनाथ रॉय रख लेते हैं, MN रॉय रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि ब्रिटिशर एजेंट्स इनके पीछे थे, ब्रिटिश जासूस इनके पीछे थे, तो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए इन्होंने अपना नाम बदल दिया। आज नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य को कोई भी नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं MN रॉय के बारे में। 1919 में रॉय जो है मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं। 1926 में जो लेनिन की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है की कमेटी थी उसको ज्वाइन करते हैं। सितंबर 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से इन्हें निकाल भी दिया जाता है क्योंकि उस टाइम की जो परिस्थितियां थी वो MN रॉय के फेवर में नहीं थी। 1936 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, फिर कांग्रेस के साथ मतभेद होते हैं और दिसंबर 1940 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं। 1939 में अपनी पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, और MN रॉय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया एक ड्राफ्ट लिखते हैं जिसमें कैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसका नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। 1944 में वो पब्लिश होता है, ठीक है। और इसको जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके जो मेंबर थे वो इस पे चर्चा करते हैं और ऐसे ड्राफ्ट को एंडोर्स भी करते हैं। 1947 में रॉय न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो अपनी एक बुक लॉन्च करते हैं। जैसे मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था वैसे ही उन्होंने अपनी भी एक निकाला वर्क जिसे नाम दिया उन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म का उसको नाम क्यों दिया वो भी समझ लेते हैं। ये हिस्ट्री की इसमें ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स बात करते थे मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, लेकिन रॉय कहते हैं कि मटीरियल नहीं हिस्ट्री में चेंज लेकर आ रहा, आप इंसानों को क्यों बोल रहे हो। ह्यूमन जो है वो इतिहास सिरजता है, इतिहास बदलता है। सो ह्यूमन जो है वो भी डिटर्मिंग फैक्टर है हिस्ट्री में, इसलिए वो ह्यूमन को भी वैल्यू देते हैं और आइडियाज़ को भी वैल्यू देते हैं। सिर्फ मटेरियल को वैल्यू नहीं देते, वो आइडियाज़ को भी वैल्यू देते हैं कि आइडिया के रोल को भी हमें समझने की ज़रूरत है, वो भी सोशल एवोल्यूशन में समाज को बनाने में मदद करते हैं। इसलिए रॉय क्या करते हैं, मार्क्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो मार्क्सिज्म है वो काफ़ी डॉगमेटिक है, अनसाइंटिफिक है, उसमें जो ह्यूमन का क्रिएटिव रोल है उसको पूरी तरह से मार्क्स ने रिजेक्ट ही कर दिया है। तो ये कोट भी पूछा जाता है, जुलाई 2018 में क्वेश्चन भी आ रखा है। रेडिकल डेमोक्रेसी का आइडिया देते हैं। रेडिकल डेमोक्रेसी के आइडिया में बेसिकली ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेंटली फ्री होंगे, वो यूनाइट होंगे और उनके कलेक्टिव एफर्ट से एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें फ्रीडम होगी। ये सभी आइडियाज़ को मैंने MN रॉय की वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, MN रॉय जो है वो इंडिया में 4 क्लासेस बताते हैं एग्जिस्ट करती है, 2 नहीं एग्जिस्ट करती, 4 करती है। कार्ल मार्क्स 2 क्लासेस की बात करते हैं ना, बुर्जुआज क्लास होगी और प्रोलेटेरिएट क्लास होगी, लेकिन MN रॉय बात करते हैं 4 क्लासेस इंडिया में एग्जिस्ट करती है। एक है बुर्जुआज, दूसरी है पैटी बुर्जुआज, तीसरी है पिजेंट्री और चौथी है प्रोलेटेरिएट। 4 क्लासेस इंडिया में एग्जिस्ट करती है और उसका एनालिसिस MN रॉय करके बताते हैं। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं VD सावरकर की। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में बोर्न होते हैं और ये हिंदू राष्ट्र का आइडिया इंडिया के लिए एंडोर्स करते हैं। जून 2020 में ये पूछ भी रखा है। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, सावरकर एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कहते हैं कि ये रिवोल्ट नहीं था, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। सो 1857 के रिवोल्ट को सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह के इंटरप्रिटेट किया, जो तब के रेवोल्यूशनरी थे उनमें एक नई चेतना बनने का काम करता है। और ये क्वेश्चन जून 2020 में पूछ रखा है। 1900 में वो मित्र मेला एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश करते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और 1904 में उसका नाम बदलकर अभिनव भारत रखते हैं। सावरकर मैज़नी की लाइफ से काफ़ी इंस्पायर थे, तो मैज़नी की जो यंग इटली है उसी से वो अभिनव भारत का नाम रखते हैं। इनफैक्ट वो मैज़नी की बायोग्राफी को मराठी में ट्रांसलेट भी करते हैं। नासी कॉन्स्पिरेसी केस में सावरकर गिल्टी पाए जाते हैं और इन्हें डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है अंडमान की, मतलब काला पानी की डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 50 साल की सज़ा। और सावरकर इंडिया के नेशनल स्ट्रगल में ऐसे पहले व्यक्ति बनते हैं जिन्हें डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। सावरकर महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं 1920 में। सावरकर 1937 में प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा बनते हैं और ये पोजीशन जो है वो अगले 7 साल तक होल्ड करते हैं। 2 नेशन थ्योरी का भी वो आइडिया देते हैं, जो हिंदू महासभा का 19 सेशन था उसमें वो स्पीच देते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया में 2 एंटागोनिस्टिक नेशन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 2 ऐसे राष्ट्र एग्जिस्ट करते हैं जिनकी आपस में जो बन नहीं सकती। और वो 2 एंटागोनिस्टिक नेशन कौन से हैं, एक है हिंदूज और दूसरे हैं मुस्लिम्स। और ये जो 2 नेशन की थ्योरी है 1937 में वो अपने वर्क एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में भी प्रपोज करते हैं
और हिंदू महासभा एक रेजोल्यूशन पास करके इस थ्योरी को अडॉप्ट भी करती है। 1941 में वो एक स्लोगन को पॉपुलराइज करते हैं जिसमें वो कहते हैं हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स और मिलिटराइज हिंदूडम, जिसका मतलब है पॉलिटिक्स को जो है हिंदुत्व विचारधारा के अकॉर्डिंगली चलाना है और जितने भी हिंदू हैं उनको मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कराना है। एक और दिलचस्प फैक्ट है कि 1942 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ही गठबंधन करते हैं सिंध और बंगाल में गवर्नमेंट बनाने के लिए। उनका आइडिया ऑफ हिंदुत्व हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुत्व के आइडिया में वो ये कहते हैं कि हिंदू कौन है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो डिफाइन करते हैं हिंदू वो है जो भारतवर्ष को यानी इंडिया को अपना फादरलैंड यानी पितृभूमि मानता है और अपना होली लैंड भी मानता है, पुण्य भूमि मानता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो इंडिया में पैदा हुआ वो तो उसका फादरलैंड हो गया, लेकिन होली लैंड तब होगा जब वो मानता है कि उसका जो रिलीजियस सेंटर है, ठीक है, पुण्य भूमि है, वो भी इंडिया है। फॉर एग्जाम्पल स्वर्कर एग्जाम्पल देते हैं कि मुस्लिम्स के लिए जो होली लैंड है वो मक्का है, क्रिश्चियन के लिए जो होली लैंड है वो रोम के इटली में वेटिकन चर्च है, ज्यूज के लिए जो होली लैंड है वो जेरूसलम है। तो इस अकॉर्डिंगली वो हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन जो सिख है, जैन है, बुद्ध है, वो हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं क्योंकि वो इंडिया को ही अपना होली लैंड मानते हैं, क्योंकि उनके मेन रिलीजियन सेंटर जो है वो इंडिया में ही है और उनका रिलीजन भी जो है, जो धर्म जो है वो भी इंडिया में ही इवॉल्व हुआ है। सो बेसिकली जो रिलीजन फॉरेन लैंड में इवॉल्व हुआ है, वहाँ से जन्म लिया है, वो हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आता। हिंदुत्व के सवरकर 3 एलिमेंट बताते हैं कि हिंदू एक वही हो सकता है जो इंडिया को टेरिटोरियली, रेशियली और कल्चरली अपना मानता है। ये 3 एलिमेंट आपने ध्यान में रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। इनके मेजर वर्क्स जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं BR अम्बेडकर की। अम्बेडकर महाव मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं, दलित के लीडर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माने जाते हैं और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहते हैं। 1924 में ये बहिष्कृत हितकर्नी सभा को इस्टेब्लिश करते हैं। 1927 में 2 और संगठन को इस्टेब्लिश करते हैं, एक है समाज सैनिक दल और दूसरा है समाज सम्मत संघ। 1927 में महद में एक सत्याग्रह चलाते हैं जिसे महद सत्याग्रह से नाम से भी जाना जाता है। उस सत्याग्रह में जो चौधर टैंक था वहां पर दलित को पानी पीने की मनाही थी। कई सारे दलित के साथ मिलकर अंबेडकर उस सत्याग्रह को लीड करते हैं और वहां का पानी भी यूज करते हैं। 1930 में वो कालाराम टेम्पल जो नासिक में है उसमें दलित को एंट्री दिलाने के लिए एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं। कई सारी मूवमेंट्स को लॉन्च करते हैं, दलित डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और बहुत सारे पीरियोडिकल्स निकालते हैं, जैसे कि मूक नायक 1920 में निकालते हैं, वैश्विक भारत 1927 में, इक्वालिटी जनता 1930 में निकालते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, वो कमेंट करके बताना। 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है जिसको अंबेडकर साइन करते हैं और गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि अनटचेबल क्लास को रिजर्वेशन दी जाएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। 1936 में अंबेडकर अपनी एक पार्टी फाउंड करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बाद में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन रखते थे। 1942 में ये वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर बनते हैं और ये पंचायती राज सिस्टम के आइडिया के अगेंस्ट स्ट्रांगली अपोज करते थे। जून 2020 में ये क्वेश्चन भी आ रखा है। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा इस्टेब्लिश करते हैं और 1956 14 अक्टूबर को ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहाँ पर ये कन्वर्ट होते हैं। इनके जो मेजर वर्क्स है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, इनको ध्यान में रखना है, याद करना है। फॉर एग्जांपल गांधी एंड गांधीज्म जो 1970 में इनकी पब्लिश होती है इनकी डेथ के बाद। इस वर्क के बारे में भी जून 2019 में नेट के एग्जाम में पूछ लिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स में अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। 1919 का एक ऐसा समय है जब नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट होते हैं। अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर मिलकर जो इस लीग को इस्टेब्लिश करते हैं। दिसंबर 1929 का जो लाहौर सेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है, उस डिमांड को लेकर नेहरू फुली सपोर्ट करते हैं और दिसंबर 31 1929 और 1 जनवरी 1930 की जो मिडनाइट थी, आधी रात को जवाहरलाल नेहरू लाहौर में रावी नदी के किनारे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए झंडा वहां पर लहराते हैं। वो एक सिंबॉलिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट मानी जाती है।
1955 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिलता है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि सेक्युलरिज्म की 2 टाइप्स की बात करते हैं नेहरू, वो 2 सेक्युलरिज्म की टाइप्स क्या है वो आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहिया की। राम मनोहर लोहिया अकबरपुर उत्तर प्रदेश में बॉर्न होते हैं। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की एक प्रोमिनेंट फिगर माने जाते हैं लोहिया। 1932 में ये बर्लिन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री करते हैं और उसका जो थीसिस है वो था साल्ट एंड टैक्सेशन पर काम करते हैं, क्योंकि ये जब पीएचडी कर रहे थे उस टाइम पर इंडिया में डांडी सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह चल रहा था, तो उसी पर ये रिसर्च करते हैं साल्ट एंड टैक्सेशन, और इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। दिसंबर 2019 में इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। 1934 में लोहिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और कांग्रेस सोशलिस्ट का जो वीकली पेपर था उसके एडिटर बन जाते हैं। 1936 में जवाहरलाल नेहरू इन्हें कांग्रेस के फॉरेन डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेक्रेटरी भी बनाते हैं। 1946 में पोर्टुगीज के अगेंस्ट जो गोवा के लोगों के लिए ये मूवमेंट लीड करते हैं वो काफ़ी रिमार्केबल स्ट्रगल मानी जाती है इनकी। लोहिया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे वो 1948 को कांग्रेस को छोड़ देते हैं और 1952 को लोहिया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं लेकिन 1955 में बाद में रिज़ाइन भी कर देते हैं और 1956 में ये अपनी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी ब्रैकेट में जिसे लोहिया कहते हैं उसको लॉन्च करते हैं और इसी पार्टी के वो चेयरमैन भी बनते हैं और इसका जो जर्नल है मैनकाइंड उसके एडिटर भी बनते हैं। 1965 में ये अपनी सोशलिस्ट पार्टी को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में मर्ज कर देते हैं। 1965 में लोहिया एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं। जो वो इस्टेब्लिश करते हैं लोहिया भारतीय जनसंघ के लीडर नानाजी देशमुख के साथ अलायंस करके। लोहिया कैपिटलिज्म को अपोज करते हैं, सोशलिज्म को अपोज करते हैं और कम्युनिज्म को भी बहुत अपोज करते हैं। दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, अगर लोहिया कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, सोशलिज्म के अगेंस्ट है, कम्युनिज्म के अगेंस्ट है, तो वो कौन सी आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट कीजिए। वो किस आइडियोलॉजी में विश्वास करते थे? उनके जो मेजर वर्क्स है वो आपकी स्क्रीन में रहे और उनका एक मेजर वर्क है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, जो 1963 में पब्लिश होता है। जून 2019 में उसका क्वेश्चन भी आ रखा है। अब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें जेपी के नाम से या लोक नायक के नाम से जाना जाता है। 1929 को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1934 को ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म करते हैं जो कांग्रेस के विद इन एक विंग थी। 1947 से लेकर 1953 में ये प्रेसिडेंट रहते हैं ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के। 1948 में ये भी लोहिया की तरह कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। 1958 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी क्रिएट करते हैं और 1954 में पॉलिटिक्स से कुछ समय के लिए संन्यास लेकर भूदान मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं जो विनोबा भावे ने 1951 में शुरू की थी। फिर 1959 में ये इंडियन पॉलिटी की रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनका एक फेमस वर्क है जिसमें ये कहते हैं कि इंडिया में 4 लेवल पर हायरार्की होनी चाहिए, विलेज, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट और फिर यूनियन काउंसिल आनी चाहिए। 1974 में नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात में चल रहा था उसको ये लीड भी करते हैं। 1974 में बिहार मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पर टोटल रेवोल्यूशन का स्लोगन देते हैं और टोटल रेवोल्यूशन का इनका जो स्लोगन है, वो जो स्पीच है वो काफ़ी फेमस बनती, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि बिहार मूवमेंट को टोटल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी के ऑटोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर की पोइम है उसको फेमस करते हैं जिसमें वो कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये नारा फेमस करते हैं। जून 1975 में इंदिरा गांधी एमरजेंसी लगा देते हैं, उसमें जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों को जो है जेल में भेज दिया जाता है। 1977 में जनता पार्टी ने जो कांग्रेस को डिफीट किया था जनरल इलेक्शन में वो जेपी की गाइडेंस के अंदर ही चल रही थी। इनका सोशलिज्म का जो आइडिया है, जो 1946 में ये एक आर्टिकल माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा जो सोशलिज्म का आइडिया है उसमें मैं स्टेट का रोल लिमिटेड चाहता हूं और मैं चाहता हूं सोशलिज्म में जो सोसाइटी है वो डेमोक्रेटाइज्ड हो। इनके मेजर वर्क्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनका जो वर्क है एक वाई सोशलिज्म 1963 में पब्लिश होता है, उसमें दिसंबर 2019 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय की, जो चंद्रबन विलेज मथुरा में जन्म लेते हैं और आरएसएस को 1937 में ज्वाइन कर लेते हैं। 1967 में ये जनसंघ के प्रेसिडेंट बनते हैं
और 1965 में इनकी जो बॉम्बे में स्पीचेस है वहाँ से एक आइडिया निकल कर आता है इनका इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का। ये आइडिया इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का जो आइडिया है जनसंघ उसे 1965 में एज ए ऑफिशियल डॉक्ट्रिन यानी पार्टी का ऑफिशियल डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कर लेती है। बाद में बीजेपी भी इसे अडॉप्ट करती है। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया क्या है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हर इंसान के 4 एट्रीब्यूट होते हैं ह्यूमन काइंड के, इंसानियत के, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। और ये 4 जो एट्रीब्यूट है यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव के साथ कॉरस्पॉन्ड करते हैं, यानी उनके अगेंस्ट मिलते हैं। जैसे बॉडी अर्थ के साथ, माइंड काम के साथ, इंटेलेक्ट धर्म के साथ और सोल मोक्ष के साथ। इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के आइडिया को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए उपाध्याय कहते हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ ह्यूमन काइंड के 2 एट्रीब्यूट को फोकस करती है, बॉडी पर फोकस करती है, माइंड पर फोकस करती है, लेकिन इंटेलेक्ट और सोल के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करती। इसलिए वो कहते हैं कि इंटेलेक्ट और सोल पर तभी फोकस किया जाएगा जब हम धर्म पे फोकस करेंगे, जब हम मोक्ष पे फोकस करेंगे। सो धर्म जो है वो एक बेसिक और मोक्ष जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का, ह्यूमन काइंड का, जिसको अचीव करना चाहिए। इस आइडिया को मैंने और भी डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दीनदयाल उपाध्याय की वीडियो में, वो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। उपाध्याय का एक और आइडिया है, वो ये मानते हैं कि हर एक राष्ट्र की एक आत्मा होती है, नेशन की एक सोल होती है, जिसे वो चित्त या चिति कहते हैं। तो ये चिति का आइडिया जो है दीनदयाल उपाध्याय के साथ एसोसिएट है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके जो मेजर वर्क्स है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में जितनी भी अप्रोचेस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जो पढ़ने में आपको मुश्किल लग रही थी, वो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी अप्रोचेस को हम कवर करेंगे? इन सभी अप्रोचेस को हम कवर करने जा रहे हैं विद एग्जाम्पल्स एंड मेजर थिंकर्स, और उनकी मेजर राइटिंग्स क्या है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको अप्रोचेस को लेकर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इससे पहले कि पहली अप्रोच की तरफ बढ़े, मैं आपको बता दूं कि रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस सर्विस हमारी लॉन्च हो गई है। जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको प्रपोजल सबमिट करना होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता किस टाइटल पर उन्हें काम करना चाहिए, कौन सा टॉपिक लेना चाहिए, प्रपोजल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो हम स्टेप 1 से लेकर स्टेप एंड तक पूरा मॉक इंटरव्यूज तक कि कैसे आपने डिफेंड करना है उस प्रपोजल को, पूरी हेल्प करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस देते रहेंगे कि टॉपिक कौन से सिलेक्ट किया जा सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, और उसके बेसिस पर प्रपोजल कैसे कैसे बिल्ड करना है वो आप लिखते जाओ। फिर साथ साथ हम रिव्यू देते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपकी मॉक इंटरव्यूज भी ली जाएगी ताकि आपकी पीएचडी ईजी हो जाए एडमिशन लेना आपके लिए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो अर्लीस्ट अप्रोचेज है ना, उनमें से एक अप्रोच का नाम आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। क्या खास है इसमें भाई? इसमें ये खास है कि ये फोकस करती थी सिर्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी कंट्री के। कैसे? जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, मतलब पार्लियामेंट हो गया, वो स्टडी कर लिया, कंपेयर कर लिया कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट को इंडिया के पार्लियामेंट के साथ कंपेयर कर लिया, एग्जेक्टिव को रीड कर लिया, ब्रिटिश की कैबिनेट को अमेरिकन एग्जेक्टिव के साथ कंपेयर कर लिया, जुडिशरी पढ़ लिया यानी कोर्ट्स को कंपेयर कर लिया, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर कर लिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो ऐसे जो था इंस्टीट्यूशन अप्रोच वर्क करती थी। इंस्टीट्यूशन पे फोकस था, किस पे फोकस नहीं था? पॉलिटिकल पार्टीज पे फोकस कम था, ब्यूरोक्रेसी पे कम था, लोकल गवर्नमेंट पे कम था, मतलब था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना मेन और बड़े जो देश के इंस्टीट्यूशन है उस पे फोकस किया जाता था। थोड़ा सा और समझते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की बेसिक अजम्पशंस क्या रहती है। ये बेसिक अजम्पशन ध्यान से समझ लेना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या कहती है। हालांकि मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर ध्यान से सुनेंगे तो उनको भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहती है कि इंडिविजुअल से भी ज़्यादा ना इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही सारी चीज़ें चलने वाली है। कैसे? वो कहते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस ऑफिस में किसकी पोजीशन है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन प्रेसिडेंट है, ये इतना मैटर नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? ऐसे क्यों कह रहा है वो? ऐसे इसलिए कह रहा है इंस्टीट्यूशन के ना अपनी एक ऑटोनॉमी होती है, एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है जिसमें इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को सबऑर्डिनेट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि इंडिविजुअल चाहे कोई भी एक्शन ले, चाहे कुछ भी करना चाहे, उसको रूल्स के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। वो एक इंस्टीट्यूशन में जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, जो प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है, उसके दायरे में रहकर ही वो डिसीजन ले सकता है। उससे बाहर जाकर वो डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकता। तो इंस्टीट्यूशन अप्रोच कहती है इंडिविजुअल चाहे कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसका रोल लिमिट ही रह जाता है। कैसे? सर एग्जाम्पल्स दो। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दी, जो वर्डिक्ट है
आने वाले टाइम पर चल रही है। केशवानंदा भारती की वर्डिक्ट अभी तक चल रही है कि नहीं चल रही? अभी तक चल रही है। ऐसा तो नहीं है कोई कल को जज आएगा कहेगा मैं नहीं मानता ये वर्डिक्ट को, ये कैसी जजमेंट थी, मैं बदल के रख दूंगा इस जजमेंट को। अपनी मन मर्जियाँ नहीं कर सकता। एक इंस्टीट्यूशन के जो रूल्स है, जो ऑर्डर्स है, उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आरबीआई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। आरबीआई देश में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। नया गवर्नर आएगा, वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं अपने हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से जैसे ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है पॉलिसीज़ में बढ़ा दूंगा या कम करना है, मैं अपनी मर्जी करूंगा। मन मर्जियाँ तो कर नहीं सकता, ठीक है। चाहे वो जितना भी पावरफुल गवर्नर क्यों ना हो, जितना भी असर्टिव नेचर का क्यों ना हो, उसको देखना पड़ेगा देश की इकॉनमी कैसे काम कर रही है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखते हुए ही वो पॉलिसी बनाएगा ना। तो यही तो कहना चाह रही है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कि देखिए इंडिविजुअल के पास पावर होता है, टेनर होता है, इंडिविजुअल आते जाते रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अप्रोच का नाम ही है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो ये रहा आपका मेन कंसेप्ट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को लेकर। अब बात करते हैं मेन थिंकर कौन है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला नाम आता है वाल्टर बेगोट का। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, 1867 में ये पब्लिश करते हैं। ये क्या कंपेयर करते हैं? दो इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करते हैं, ब्रिटिश की कैबिनेट और अमेरिकन एग्जीक्यूटिव को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर अपनी स्टडी की फाइंडिंग्स बताते हैं। एवी डाइसी है, वो कौन सी बुक लिखते हैं? वो लिखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1885 में पब्लिश हुई थी। ये क्या बात करते हैं? ये कोर्ट्स की बात करते हैं कि जो जुडिशरी है वो कैसे देश में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ वहाँ पर लागू होना चाहिए, नो वन इज़ अबव लॉ, ऐसी बातें करते हैं। फिर जेम्स ब्राइस आते हैं, ये कौन सी बुक लिखते हैं? अमेरिकन कॉमनवेल्थ लिखते हैं, 1888 में पब्लिश होती है। ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? ये बात करते हैं कि देखिए ब्रिटेन और यूएसए में ना एक सिमिलर सा पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है, इसलिए उनके जो आपस में रिलेशन है ना स्पेशल रिलेशन है, ऐसे दूसरी कंट्रीज़ में हमें देखने को नहीं मिलते, ये जेम्स ब्राइस कहते हैं। लेकिन अभी इंस्टीट्यूशन अप्रोच खत्म नहीं होती है, कुछ और चीज़ें भी है, बोनस फैक्ट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए एक साइड पे थिंकर और दूसरी साइड मैंने बुक्स लिखी है और साथ में ब्रैकेट में PYQ लिखे हैं कि ये क्वेश्चन इनके जो बुक्स को लेकर आते ही रहते हैं। ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसी पूछा गया था 2019 में, ठीक है। लोवेल का पूछा गया पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913 में, 2019 में। तो ये कैसे PYQ होते हैं? या तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बना लिया जाता है, ठीक है, कि थिंकर के नाम दे दिए, बुक्स के नाम दे दिए, मैच द फॉलोइंग करो, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स के नाम आ जाएंगे, या सीधा बुक का नाम आएगा और पूछा जाएगा ये किसने लिखी। हरमन फाइनर की बुक आ रखी है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट 2016 में, कार्ल फ्रेडरिक की आ रखी है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 2019 में। तो ये इंस्टीट्यूशन अप्रोच से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थिंकर पूछ लिया जाता है, उनकी बुक का नाम पूछ लिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना होगा तो जो बेसिक अजम्पशन में मैंने चीज़ पढ़ाई है वो पूछ लिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, इसको समझते हैं। 1980s में ये डेवलप होती है न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। किसके अगेंस्ट? बिहेवियर रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। बिहेवियर रेवोल्यूशन कब आती है? 1950s में आती है। बिहेवियर रेवोल्यूशन के क्या अगेंस्ट है? देखिए बिहेवियर रेवोल्यूशन कहता था इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कह रही थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर रेवोल्यूशन वाले कह रहे थे। तो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आकर क्या करती है? वो कहती नहीं नहीं भाई, इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंस होते हैं और हम इंस्टीट्यूशन को अच्छे से स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या करती है, वो इंडिविजुअल पर फोकस करने लगती है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पुरानी वाली क्या करती थी? इंस्टीट्यूशन पे करती है, तो ये इंडिविजुअल पर फोकस करती होगी। ऐसा नहीं है, वो रादर इंस्टीट्यूशन पे दोबारा से स्टडी करना शुरू कर देती है। तो इसको भी समझते हैं। जब आप इसकी बेसिक असम्पशन समझ लोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि सीधी सीधी कान में बात मान लो, इंस्टीट्यूशन मैटर। इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी है अगर हमने पॉलिटिकल साइंस में कुछ ढंग से स्टडी करनी है। वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर और भी ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे जब वो इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इंडिविजुअल पे कम। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से शुरुआत करें फिर इंडिविजुअल एक्शंस पर जाए, लेकिन पहले शुरुआत इंस्टीट्यूशन से होगी। और तीसरी चीज़ इसमें यह कहते हैं कि इंडिविजुअल्स डू नॉट एक्ट एज एटोमिस्टिक इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेता है, इंडिविजुअल कोई एक्शन लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप में इंस्टीट्यूशनल कहलाएगा। इंस्टीट्यूशन चलते हैं, इंडिविजुअल का इंस्टीट्यूशन या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स क्या है, इस बलबूते पर इंस्टीट्यूशन चलते हैं। इंडिविजुअल के एक्शन से इंस्टीट्यूशन नहीं बन रहे, रादर इंस्टीट्यूशन के रोल से इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल को शेप करता है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा शेप नहीं कर रहा है।
आप कहोगे सर वो कैसे, इसकी एग्जाम्पल दो, तो इसकी भी एग्जाम्पल ले लो। पॉलिटिकल पार्टी किसी को ज्वाइन करते हो तो क्या आप अपनी मनमर्जियाँ करोगे? आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलोगे, उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली चलोगे। उन्होंने कहा भाई आज पार्लियामेंट में ये बिल आने वाला है, हमने इसके अगेंस्ट वोटिंग करनी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वोटिंग करोगे या उसके फेवर में करोगे? उसके अगेंस्ट ही करनी पड़ेगी। व्हिप इशू होगी है, आपको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगर आपको कह रहे हो कि नेता लोग की बहुत एग्जाम्पल होगी, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे दो। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो भाई, आप किस स्कूल को ज्वाइन कर रहे हो, किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हो, वो बहुत चीज़ें डिपेंड करेगी। वो यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेज आपके बिहेवियर को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा हद तक शेप कर सकता है। इसलिए आप PhD एंट्रेंस देते हो, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो? इंस्टीट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर तो आप कहोगे कि मैं जहाँ पर भी हूँ खुद ही पढ़कर सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है वो शेप करते हैं इंडिविजुअल के रोल को भी। इसमें एक और चीज़ है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कलेक्टिव एक्शन को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है देखिए एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, जॉइंट कमेटी होती है, उसमें MPs जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस कमेटी में जो भी फैसले लिए जाते हैं कलेक्टिवली लिए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, कलेक्टिवली एक्शन लिए जाते हैं। कोई इंडिविजुअल जो है अकेले एक्शन नहीं ले सकता। तो कलेक्टिव एक्शन पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए वो इंस्टीट्यूशन को भी इंपॉर्टेंस देता है। एक PYQ पूछा गया था नवंबर 2017 में, जो आपका एग्जाम आया था, उसमें यह कहा गया था कि न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को लेकर कि वो रूल्स और स्ट्रक्चर पर तो फोकस करती है, उसके साथ वो एग्जामिन करती है कि इंडिविजुअल पॉलिटिकल एक्टर्स के जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको भी एग्जामिन कर रही है। बट दैट डजंट मीन कि वो इंडिविजुअल को ही इंपॉर्टेंस देने लगी है, इंस्टीट्यूशन को वो पीछे छोड़ आई है। इंडिविजुअल के एक्शन को तो महत्वता दे रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब इसके भी थिंकर्स का नाम समझ लेते हैं। न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के 2 थिंकर मेन हैं, जेम्स जी मार्च और जॉन P. ऑल्सन। इन्होंने न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की शुरुआत की। इनके मेजर वर्क है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन पॉलिटिकल लाइफ। 1984 में ये बुक पब्लिश होती है। अब मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, और भी ज़्यादा इजी करने के लिए, कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, चलिए इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के डिफरेंसेस को क्लियरली देखते हैं। इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पे फोकस करता है? ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। आपको कहोगे ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल स्ट्रक्चर? ऐसे जार्गन से हमें समझ नहीं आ रही चीज़ें, थोड़े से एग्जांपल देके समझाओ। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, ठीक है, हर हाउस का कोई ना लीडर ऑफ द हाउस होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो ये क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब होती है कि पार्लियामेंट में कौन से रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स क्या है, वो प्रैक्टिसेस क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन सब चीज़ों पर फोकस करती थी, लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या करता है? वो कहता है मैं इन पे भी फोकस करूंगा, लेकिन इनके साथ मैं 2 चीज़ें और जोड़ दूंगा। मैं नॉर्म्स पे भी फोकस करूंगा, मैं इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस पे भी फोकस करूंगा। अब आप कहोगे सर नॉर्म्स क्या है, इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या है? नॉर्म्स का मतलब क्या है? नॉर्म्स का मतलब यहाँ पर है कि जैसे पार्लियामेंट में कुछ नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ MP क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, कम ही पूछते हैं, तो चलता है, तो ये भी एक नॉर्म बन गया है, ठीक है। कुछ MP कुछ भी नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक नॉर्म और चलने लगा है, क्या नॉर्म चलने लगा है? एब्सेंट रहना। एब्सेंटी MP की लिस्ट निकाल के देखिए कितनी लंबी है, जो आते ही नहीं है, एक बार आए, 2 बार आए, फिर पूरा सेशन में नहीं आए, इतने सेशन अटेंड किए, वो भी लिस्ट निकाल के देख लीजिए। तो ये नॉर्म्स है। तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि मैं इस पे भी फोकस करूँगा। अब इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस पे भी फोकस किया जाएगा कि मैंने सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर नहीं देखने क्या चल रहे हैं पार्लियामेंट में, कुछ तो इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस भी हो रही है ना, वो भी मैं देखूंगा। वोटिंग पे टाइम पे डिसाइड कर लिया जाता है पहले कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, इस बिल के साथ वोट देनी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाती है, उस बिल को पास ही नहीं होने देती। तो ये इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस है, ये किसी रूल बुक में थोड़ी ना लिखी है। तो ये है बेसिकली न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। इनकी भी स्टडी करेगा, इन चीज़ों पर भी फोकस करेगा। इंस्टीट्यूशनलिज्म की अप्रोच किस पे फोकस करती थी? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पर। हम समझ आए हैं कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये समझ आए हम। लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहता है? मैं इन सबको तो फोकस करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं ट्रेड यूनियन पे फोकस करूंगा, प्रेशर ग्रुप पर भी फोकस करूंगा, लोकल गवर्नमेंट पे भी फोकस करूंगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पर भी फोकस करूंगा। सिर्फ जरूरी नहीं कि एक देश के मेन इंस्टीट्यूशन पे फोकस करना है। तीसरी चीज़ इसमें देखते हैं, इंस्टीट्यूशनलिज्म ना जो इंस्टीट्यूशन में चेंज आते हैं, ये डायनामिक प्रोसेस पे फोकस नहीं करता कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आए ये चेंजेस, ये सारी चीज़ों पर फोकस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं करती थी। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन टाइम के साथ बदलते रहते हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी स्टडी करनी चाहिए, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं।
तो उनका भी एनालिसिस डिटेल में करना चाहिए। ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की अप्रोच कहती है। फोर्थ इसमें चीज़ है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म स्टडी जो है वो सिर्फ फोकस थी डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव एवोल्यूशन को लेकर। अब आप कहोगे सर ये क्या है डिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव एवोल्यूशन? डिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव एवोल्यूशन का मतलब है सीधा सीधा इंस्टीट्यूशन पकड़ा कोई, उसको डिटेल में बता दिया कि ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पार्लियामेंट है, ये हाउसेज है, पार्लियामेंट में जो एमपीज है उनके पास ये पावर है, जो स्पीकर है उनके पास ये पावर है, तो डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया जो जैसे चल रहा है। दूसरी चीज़ आपने साथ में नॉर्मेटिव स्टडी जोड़ दी। नॉर्मेटिव में आप कहोगे देखिए एमपी को ऐसा करना चाहिए, एमपी को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्पीकर को ऐसा करना चाहिए, स्पीकर को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोर्ट्स में जज होते हैं उनको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं नॉर्मेटिव, जिसमें से आप सजेशन देने लगते हो, सुझाव देने लगते हो, ठीक है, अपनी रिसर्च में कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये होगी नॉर्मेटिव स्टडी, जिसमें आप डिसाइड करते हो क्या सही है क्या गलत है। लेकिन न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। वो कहता है हम एक्सप्लेन करेंगे, हम पूरा एनालिसिस करेंगे, इसके साथ हम थ्योरी बिल्डिंग करेंगे, हम थ्योरी भी निकालेंगे अपनी रिसर्च से। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के बारे में। ये 1960s में डेवलप होती है बिहेवियर रेवोल्यूशन के अगेंस्ट। बिहेवियर रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर ही पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आती है। ये किस पे फोकस करती है? ये कहती है कि लोगों का नॉर्म्स, रूल्स, हैबिट्स, बिलीव्स, रजीम को लेकर, वहाँ की सरकारों को लेकर अपने नेशन का कैसा है, तो वहाँ से पता चलेगा कि उस कंट्री में पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। तो ये रजीम और पीपल्स एटीट्यूड को बेसिकली 2 पैरामीटर पर काम करती है, और ये इस चीज़ पे ध्यान देती है कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि वो स्टेबल रह सके, वो पावर में रह सकें। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? पॉलिटिकल कल्चर की अप्रोच इस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसर्न शो करती है। इसकी अगर बेसिक अजम्पशन हम समझ लेते हैं तो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच समझ आ जाएगी। सबसे पहली अजम्पशन इनकी ये है कि ह्यूमन ट्रेड्स जो है ना वो ओवरऑल अक्रॉस द सोसाइटी सेम से होते हैं, सिमिलर से होते हैं। सिमिलर से इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल टेंडेंसीज होती है किसी भी नेशन में आप चले जाओ। जैसे कहते हैं बहुत सारे कल्चर में फेयरनेस और जस्टिस को वैल्यू दी जाती है कि किसी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय ना हो, कुछ बुरा ना हो। ये सारे कंसेंसस, ये सभी लोग कंसेंसस देते हैं, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। फिर कहते हैं लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये हमें पता चलता है कि उनके बिलीव कैसे हैं। जैसे कुछ कल्चर में बड़ों की रिस्पेक्ट करने की बात की जाती है, तो वहाँ का एटीट्यूड लोगों का कैसा होगा वो ऐसे बिलीव्स पर डिपेंड करता है। फिर वो कहते हैं कि गवर्नेंस पे फोकस करती है पॉलिटिकल अप्रोच। वो कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ कल्चरल वैल्यू होती है एक कंट्री में, वहाँ के लोगों की, जो ये डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए। जैसे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में वहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ऐसी वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, जो फर्दर ये बताएगी कि गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए। ये पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच की बेसिक असम्पशंस है। नॉर्म्स एंड स्टेबिलिटी की पॉलिटिकल कल्चर बात करता है। ये कहते हैं कुछ ऐसे ट्रेडिशन होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ शेयर्ड बिलीव होते हैं जो स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आते हैं। जैसे कि यूएसए में जो डेमोक्रेसी है काफ़ी मैच्योर है, वहाँ पर पावर का जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत पीसफुल तरीके से होता है। ऐसे नहीं है रेवोल्यूशन आ रहे हैं, रॉयट्स हो रहे हैं, फिर ही जाकर पावर ट्रांसफ़र हो रही है। पीसफुल तरीके इलेक्शन के थ्रू होता है। तो पॉलिटिकल कल्चर इन सब चीज़ों को ये भी पैरामीटर देखती है कि कितनी कौन कौन सी कंट्री में ये पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, कौन सी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टेबिलिटी की, जैसे मैंने बताया, पॉलिटिकल कल्चर बात करता है। फिर ये रजीम सर्वाइवल पर भी अपना रोल प्ले करता है। ये अप्रोच देखती है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से सरकारें चलेगी या गिरेंगी, ठीक है, उनके सर्वाइवल किन किन चीज़ों पे डिपेंडेड है, वो सारे पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ें लेकर आपके सामने रखता है, रिसर्च करके देता है। जैसे कहते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है करप्शन के अगेंस्ट, तो यहाँ से पता चलेगा कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सरकारों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पर गिर भी सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली मोटा मोटी इन सब चीज़ों की बात करते हैं। इनमें मेन थिंकर्स जो आते हैं वो है गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा। इन दोनों ने अपना एक काम किया मिलकर जिसका नाम इन्होंने रखा द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, जो पब्लिश होता है 1963 में। अब ये 5 कंट्री कौन सी है जिस पे वो फोकस करते हैं? उनमें से पहली है यूएस, दूसरी यूके, तीसरी इटली, फिर जर्मनी वेस्ट एंड देन मैक्सिको। इन 5 कंट्रीज़ पे वो काम करते हैं। अब वो पॉलिटिकल कल्चर कैसे डिफाइन करते हैं दोनों? ये कहते हैं, ये लाइन को आप पढ़िए जो रेड कलर की मैंने कर रखी है, पैटर्न ऑफ
ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग मेंबर ऑफ नेशंस। अब इसका मतलब क्या बना भाई? इसका मतलब बना कि किसी नेशन के जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वो कैसे पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स की तरफ। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है कि पब्लिक पॉलिसी को वो कैसे देख रहे हैं, पावर को कैसे देख रहे हैं, अपनी वेलबींग को कैसे देख रहे हैं, ठीक है, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्री में कैसे देख रहे हैं, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को वो कैसे देखते हैं। तो ये जो उनका एटीट्यूड है अपनी रिजीम्स, अपनी गवर्नमेंट और उनके कामकाज को लेकर, यही पॉलिटिकल कल्चर, इसी एटीट्यूड को वो पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। और इन्होंने इन 5 कंट्री में 1000 लोगों पर स्टडी की, ओपिनियन सर्वे कंडक्ट किए, क्वेश्चन तैयार करके, और उनसे चीज़ें पूछी गई। ये कंक्लूजन पे निकले कि पूरी दुनिया में मोटा मोटी 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर पाए जा सकते हैं। 5 कंट्री की स्टडी करके ये इन्होंने कंक्लूजन निकाले। वो 3 कौन कौन से? पहला है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कम या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसलिए उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट भी कम ही रहती है। ये लेस्ट डेवलप्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के कंट्री में पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर देखने को हमें मिलता है। फिर आता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पर लोगों के पास नॉलेज है पॉलिटिकल प्रोसेस की, कैसे वर्क करता है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा। अब वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? वो कहते हैं वो पावरलेसनेस की उनमें फीलिंग आती है कि ये काम हमारा नहीं, बड़े बड़े नेता लोग करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमारा तो रोटी पानी चल जाए, ठीक है, तो बस इतना ही है। वो वहाँ तक सीमित रहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलता है। फिर आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज भी है और विलिंगनेस भी है पार्टिसिपेट करने की पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर हो गया। फिर सिविक कल्चर आता है। सिविक कल्चर में आलमंड एंड वर्बा ये कंक्लूजन पे निकलते हैं, कहते जहाँ पर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर यानी सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर और पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, इन दोनों का मिक्सचर पाया जाता है, वही एक बेस्ट पॉलिटिकल कल्चर का सिस्टम आप समझ सकते हो। तो ऐसा कौन सा कल्चर है? कहते हैं सिविक कल्चर, हम उसको नाम देंगे, जहाँ पर दोनों के ट्रेड्स हमें दिखाई देते हैं। तो कहाँ पर ये दिखाई देते हैं? कहते हैं एक तो हमें ब्रिटेन में दिखाई देते हैं और दूसरा यूएसए में दिखाई देते हैं, जहाँ पर लोग पॉलिटिकली एक्टिव भी है और नॉलेज भी रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर एस.ई. फाइनर के 3 तरह के पॉलिटिकल कल्चर आते हैं। ये कहते हैं एक होता है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसी कंट्री में पाया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिकल कंसेंसस यानी लोगों की मत पॉलिटिक्स के लेवल पर काफ़ी मिलती है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिविल सुप्रीमेसी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, लोग अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में। फिर डेवलप पॉलिटिकल कल्चर है, इजिप्ट, अल्जीरिया और क्यूबा जैसी कंट्री में पाया जाता है। यहाँ पर जो लोगों के व्यूज़ है पोलराइज्ड है, मिलते नहीं हैं, क्योंकि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर में कंसेंसस मिलता है, एक सहमति है। यहाँ पर पोलराइज्ड है, बिखरे बिखरे हुए हैं व्यूज़ लेजिटिमेसी को लेकर, लीडरशिप को लेकर, तो यहाँ पर पोलराइज्ड व्यूज़ पाए जाते हैं। अब थर्ड बात करते हैं लो पॉलिटिकल कल्चर की। ये वियतनाम, इराक, सीरिया, भूटान और इंडोनेशिया में पाया जाता है। यहाँ पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी वीक होती है। डेवलप पॉलिटिकल कल्चर में हालांकि पब्लिक ऑर्गेनाइज होते हैं बट उनके व्यूज़ पोलराइज्ड होते हैं। यहाँ पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन भी वीक है, उनके व्यूज़ तो पोलराइज्ड हैं, लेकिन उनमें एक और कमी है, अथॉरिटेरियन रूल को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार वहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ही आती रहती है। वहाँ पर लो पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है। कई बार नेट के एग्जाम में ये PYQ में एस.ई. फाइनर के पॉलिटिकल कल्चर के टाइप्स पूछ रखे हैं। एक और आते हैं इसमें लुसियन पाई, तो उन्होंने मेजर जो वर्क्स है पहले वो जान लेते हैं। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में पब्लिश होती है। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1966 में पब्लिश होती है। अब एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लुसियन पाई कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है वो शे क्राइसिस फेस कर रही है। अगर वो शे क्राइसिस पे काम कर ले तो उन कंट्रीज़ में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाएगी तो पॉलिटिकल कल्चर भी ठीक होने लगेगा। अब वो शे क्राइसिस पूछे जाते होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है आइडेंटिटी, दूसरा लेजिटिमेसी, तीसरा पेनिट्रेशन, फोर्थ पार्टिसिपेशन, फिफ्थ इज़ यूनिफिकेशन एंड सिक्स्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 6 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो लुसियन पाई का पॉलिटिकल कल्चर का कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट में आता है। एक कंट्री में कितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है उस पर डिपेंड करेगा वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। तो इन्होंने इस एंगल से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया और मोस्टली जो इन्होंने काम किया वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे काम किया था। अब कुछ पॉलिटिकल कल्चर के बोनस फैक्ट्स भी हमने समझने हैं। जैसे A.R. वाल की एक बुक आती है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, 1993 में आती है। एक कोट है G. बिंगम पाउल का, वो बताते हैं पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। तो एक PYQ में पूछा गया था कि वो 3 लेवल पर ये पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, 3 लेवल ऑफ नेशन। एक जहाँ पर वो कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम लेवल हो गया, ठीक है, एक हो गया प्रोसेस लेवल और एक हो गया पॉलिसी लेवल। ये 3 भी आपने याद रखने हैं
ये भी पूछे जाते हैं BYQ में। बी रेनुलम आते हैं, पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट लिखते हैं 1958 में। डेनिस कावनाग आते हैं, पॉलिटिकल कल्चर बुक लिखते हैं 1972 में। आर मैक्रेडीज आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1961 में लिखते हैं। ये कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो किसके साथ कंसर्न है, पार्टीज इंटरेस्ट एंड लीडरशिप स्ट्रक्चर के साथ कंसर्न होती है। रॉबर्ट डाल आते हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी 1966 में पब्लिश करते हैं। पॉलीआर्की का कंसेप्ट देते हैं, ये PYQ है, पूछा जाता है कि पॉलीआर्की का कंसेप्ट किसने दिया था। तो इनकी बुक भी है, पॉलीआर्की पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन 1971 में आती है। सैमुअल P. हंटिंगटन काम करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ 1968 में पब्लिश करते हैं। वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बहुत बार पूछी जाती है, बुक 1991 में आती है। SM लिप्सट काम करते हैं, पॉलिटिकल मैन, उनकी फेमस बुक है 1960 में पब्लिश होती है। ये सभी बुक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की। सर विलियम पैटी फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी माने जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कैसे काम करती है। ये देखती है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। बेसिकली यही पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है और ये नॉर्मेटिव फिलॉसफी है। इकोनॉमिक्स आप कह सकते हो वैल्यू फ्री साइंस है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी वैल्यू फ्री नहीं है। ये बात करेगी कि इकोनॉमिक्स को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, या पॉलिटिक्स को कैसे काम करना चाहिए इकोनॉमिक्स पे। तो करना चाहिए, ये जब शब्द ऐसे यूज़ किए जाए तो अपने आप में नॉर्मेटिव फिलॉसफी ही बन जाती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच नेचर इसका क्या है, नेचर मतलब ये किन किन चीज़ों पर फोकस करती है। पहली चीज़ तो ये है एक अम्ब्रेला आइडियोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करती है। ये कैसे, मार्केट पे फोकस करती है, प्रॉपर्टी सप्लाई एंड डिमांड पर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस करती है, मिनिमम वेज, लेबर वेलफेयर, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे फोकस करती है। ये फोकस करती है और इसके साथ सुझाव भी देती है कि एजुकेशन पर, मेडिकल एड पर, गरीबों पर ज़्यादा खर्चा किया जाना चाहिए स्टेट की तरफ से। टैक्सेशन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, मनी सप्लाई कैसे होनी चाहिए, इन्फ्लेशन पे क्या करना चाहिए, करप्शन पे, ये ऐसी सारी चीज़ों पर बात करती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी कोई फिक्स्ड और रिजिड सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसने अपने पैरामीटर डिसाइड कर रखे हैं कि ये इन्हीं मुद्दों पर बात करेगा, नहीं, ये इकोनॉमिक लाइफ को लेकर वेरियस एस्पेक्ट्स पे कभी भी बात कर सकता है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल एक अप्रोच मानी जाती है। अब इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या है। पहली तो आपने समझ ली कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये मानते हैं इंटरलिंक्ड है, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है और इन दोनों को एक साथ ही रीड करना चाहिए। आइसोलेशन में इन दोनों की स्टडी नहीं करनी चाहिए कि अकेले पॉलिटिक्स को ही पढ़ी जा रही है, इकोनॉमिक्स को ध्यान नहीं दे रहे, या अकेले इकोनॉमिक्स को पढ़ी जा रहे हो, उस पर पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस रह रहा है वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो दोनों को साथ लेकर चलना है, ये आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट है। ये पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन ने ये पावर एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ये कहते हैं हमें समझना होगा कि सोसाइटी में पावर कैसे रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करती है, कि रिसोर्स एलोकेट कैसे हो रहे हैं, क्या अमीरों को ज़्यादा पैसा मिलता जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है, पावर कैसे कर रही है, किन का ज़्यादा साथ दे रही है, क्या रोल प्ले करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, उसका लिंक देखा जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में। क्लास रिलेशन की बात करती है, ये कहते हैं कैसे क्लास कन्फ्लिक्ट भी एक रोल प्ले करते हैं, कि क्या उस सोसाइटी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आउटकम्स रहेंगे, वहाँ के क्लास रिलेशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इस पर भी बात करनी चाहिए, इस पर भी जोर देती है। इकोनॉमी में स्टेट का रोल क्या है, क्या वो इंटरवीन कर रही है, ज़्यादा रेगुलेट कर रही है, या ओपन मार्केट के फेवर में है, तो स्टेट का रोल भी मैटर करता है। और ग्लोबल लेवल पर ये देखती है कि ग्लोबली जो इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ड हो रखे हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उसकी इकोनॉमिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी की बेसिक अजम्पशंस है। इसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म लास्की कहते हैं 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में मर्ज हुआ है। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, वो कहते हैं ये एक मूड है। ये पूछा भी जा सकता है कि लिबरलिज्म को एज ए मूड किसने डिस्क्राइब किया, लास्की कहते हैं। तो लिबरलिज्म क्या बात करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है, कंपटीशन और इनोवेशन को प्रमोट करना चाहता है। लिबरलिज्म जब अपने अर्ली फेज में था, मिनिमल स्टेट की बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, कि स्टेट इंडिविजुअल की फ्रीडम में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। एडम स्मिथ की बुक आती है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में पब्लिश होती है। ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करती है, लिमिटेड स्टेट की बात करती है। फिर 1930s के वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में कीनेशियन आइडिया, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर होने लगते हैं। वहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन की बात की जा रही है कि ये डिप्रेशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है,
स्टेट जितना इंटरवेंट करेगी, जितना इंटरवीन करेगी मार्केट को रेगुलेट करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, उतना बेनिफिट होगा। कम्युनिज्म में इसके ऑपोजिट एक एक्सट्रीम है, वो बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की नहीं, कलेक्टिव इक्वालिटी की बात करता है। 1970 रशिया में सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर ईस्टर्न यूरोप, चाइना, क्यूबा और वियतनाम में भी बाद में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अपोज है। ये कहते हैं प्राइवेट की प्रॉपर्टी की वजह से ही डिवीज़न होती है, रेवोल्यूशन होती है, सारे झगड़े ही प्राइवेट प्रॉपर्टी के हैं। तो ये कहते हैं स्टेट प्रॉपर्टी पे कंट्रोल करे, ठीक है, और प्राइवेट ऑनरशिप प्रॉपर्टी की होनी नहीं चाहिए, सारा कंट्रोल ही स्टेट का होना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग में भी कहते हैं स्टेट का रोल ज़्यादा होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड स्टेट होनी चाहिए। ये फ्री मार्केट व्यूज़ को अपोज करती है, जो एडम स्मिथ बात करते हैं। फिर इसमें एक और फ्रेमवर्क आता है सोशल डेमोक्रेसी का। ये लिबरलिज्म और कम्युनिज्म आइडियाज़ का ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। ये इसकी शुरुआत होती है फैबियनिज्म से, जो इंग्लैंड में शुरू होता है 1884 में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और फेर्डिनेंड लैसल एक ऐसे फिलोसफर है जो सबसे पहले प्रपोज करते हैं कि स्टेट को वेलफेयर रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए, स्टेट को वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। फिर एडवर्ड बर्नस्टेन भी एक थीसिस लिखते हैं जो मार्क्सिज्म को रिजेक्ट करते हैं। कहते हैं मार्क्स की प्रेडिक्शन तो फेल ही रही ना, वो कहते थे पॉवर्टी राइज होगी, मिडिल क्लास चली जाएगी, कहते हैं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इनएक्यूरेट है। तो कहते हैं वर्किंग क्लास, जो वर्कर रेवोल्यूशन लेकर आने वाले थे मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उनकी भलाई इसी में है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ एंगेज रहकर काम करे एक्टिवली, इसी में उसकी भलाई है। ये सारी चीज़ें कि रेवोल्यूशन लेकर आओ, बदल दो सिस्टम, ये सब चीज़ों पे काम नहीं चलने वाला है। मर्केंटलिज्म किस पे बात करता है? वो कहते हैं नेशन की जितनी वेल्थ होगी उससे पता चलेगा कि उसके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है। तो नेशन की वेल्थ क्या हो गया, ऐसे एक की है टू पॉलिटिकल पावर। और वो कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए एक कंट्री के पास, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को और सोवरेनिटी को बनाए रखें ग्लोबल सिस्टम में। तो इसलिए स्टेट की पावर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव इक्वालिटी दोनों की बात नहीं करती, जो लिबरलिज्म कम्युनिज्म बात करता था। तो फ्रेडरिक लिस्ट नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एक राइटिंग लिखते हैं 1841 में, ये एक फाउंडेशनल वर्क कहलाता है मर्केंटलिज्म का। अब हम कंपैरेटिव मेथड्स को समझते हैं कि ये कैसी अप्रोच है। ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे काम करती है, मतलब कंपेयर ही इसलिए करती है ताकि उसमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, जिन दो यूनिट को कंपेयर किया जा रहा है, और उनमें डिफरेंसेस क्या पाए जाते हैं। थ्योरीज को डेवलप करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इन कंपैरेटिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है। अब एक तरीके से देखें, साइंसेस में लेबोरेटरी में काम किया जाता है, तो बहुत सारे पैरामीटर पर, फैक्टर पर वो कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर किसी केमिकल की टेस्टिंग की जा रही है तो कितना लिक्विड उसमें जाएगा, कौन सा केमिकल जाएगा, कंट्रोल किया जाता है, उसकी मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है। सोशल साइंसेस में ये कंट्रोल कौन देता है? ये कंपैरिजन देता है। और ये बात किसने की है? सरतोरी ने कही है कि कंट्रोल देता है सोशल साइंसेस में कंपैरेटिव मेथड। आप जब कंपेयर करना शुरू करते हो, यानी आपके पास बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल आ गया कि किस तरह की स्टडी आप करना चाहते हो। बेसिक अजम्पशन समझते हैं कि कंपैरेटिव मेथड्स क्या क्या चीज़ें अज्यूम करके चलता है। ये सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का एनालिसिस करता है, ये मैंने बता दिया। बट ये एनालिसिस किन चीज़ों का करेगा? सिमिलर एंटिटीज़ का करेगा। एप्पल का एप्पल के साथ, ऑरेंज का ऑरेंजेस के साथ किया जाएगा, एप्पल का ऑरेंजेस के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। सो फेडरलिज्म की स्टडी की जाएगी, इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन वही फेडरलिज्म की स्टडी के लिए आप कनाडा को भी लेके आते हैं, जो कि वो यूनिटरी है इन स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो सिमिलर एंटिटीज़ का कंपैरिजन किया जाता है, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस का एनालिसिस करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट कंपैरेटिव मेथड्स में बहुत मैटर करता है कि हिस्टोरिकल, कल्चरली और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है उस पॉलिटिकल सिस्टम का। जैसे क्यूबा और चाइना को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाएगा, जैसे कि सोशलिज्म मिल जाएगा, थोड़ी सी वेरिएशन मिल जाएगी। तो कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करेगा, केस सिलेक्शन भी मैटर करेगा कि आपने जो केस चूज़ किया है, जिस पर आप स्टडी करने जा रहे हो, वो कैसा उठाया, उसमें कैसी सिमिलैरिटीज़ पाई जा रही है। तो कलोनियलिज्म का इम्पैक्ट समझने के लिए पोस्ट कलोनियल स्टेट्स ज़्यादा उठाई जाएगी, ठीक है। तो कलोनियलिज्म का इम्पैक्ट वहाँ थोड़ी ना समझा जाएगा जहाँ कलोनियलिज्म था ही नहीं कभी, तो पोस्ट कलोनियल स्टेट में ही समझा जाएगा। तो केस सिलेक्शन इज़ द की, इसलिए लिखा है। कैजुअलिटी इज कंडीशनल, मतलब ये चीज़ देखी जाती है कौन सी फिनोमिना किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, क्या कॉजेस निकल कर आ रहे हैं। तो सिमिलरली ये देखा जा सकता है कि किसी रीजन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर देखा जाएगा वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या रोल प्ले कर रही है, तो वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।
तो कंपैरेटिव मेथड्स मोटा मोटी ये बेसिक अजम्पशन लगता है। मेथड्स कई तरह के हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जा सकता है, जैसे एक बच्चे की सोशल बैकग्राउंड क्या है और उसके सोशल बैकग्राउंड उसके फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट कर सकती है, इस चीज़ की स्टडी की जा सकती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है सोशल बैकग्राउंड, बच्चे की सोशल बैकग्राउंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी फ्यूचर भी अपने आप उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ये होगा। केस स्टडी की जा सकती है, एक आप केस उठा सकते हो कोई भी कंट्री का, तो ज़रूरी नहीं है कंपेयर करने के लिए आप कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए 2 ही केसेस लो, आप एक सिंगल केस स्टडी भी कर सकते हो। अब टॉकमिलर ने फ्रांस की अलग से की, अमेरिका की अलग से की है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं। हिस्टोरिकल मेथड्स पे भी काम किया जाता है, जैसे कि स्कॉच पॉल की स्टडी है रेवोल्यूशंस को लेकर, फ्रांस में कैसी रहती है, रशिया में कैसी, चाइना, उन्होंने किया और अपने इंसाइट्स दिए, तो हिस्टोरिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं। फोकस कंपैरिजन भी किया जा सकता है, किसी 2 कंट्री के स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे स्टडी किया जा सकता है, जैसे पॉपुलेशन पॉलिसीज़ पढ़ ली इंडिया और चाइना में, इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो बाइनरी कंपैरिजन ऐसे किए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड भी होते हैं, जैसे कि क्वांटिफाइएबल डाटा स्टडी किया जा सकता है, वोटिंग ट्रेंड्स क्या कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन कैसी चल रही है, तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। और यहाँ से पैटर्न आइडेंटिफाई किए जाते हैं और यहाँ से इन डाटा से प्रोडिक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में ट्रिजेक्ट्री कहाँ रहने वाली है, क्या उस कंट्री में हो सकता है, क्या चीज़ें चल सकती है, ये चीज़ें कंपैरेटिव मेथड ही बता सकता है। कंपैरेटिव मेथड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? फेमस रिपोर्ट्स में यूज़ होते हैं। आप HDI आपने सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने 1990 में डेवलप किया था, वो कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं। HDI की रिपोर्ट्स में किन चीज़ों पर कंपैरिजन किया जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम पर कैपिटा, ये 3 इंडिकेटर पे काम किया जाता है और कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है और उनकी रैंकिंग निकाली जाती है कि इनके बेसिस पे, इन पैरामीटर के बेसिस पे वो कौन से रैंक में आते हैं। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक काम कर रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में, करप्ट परसेप्शन इंडेक्स पे काम कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पे काम कर रही है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो ये काम कर रही है, ये कंपैरेटिव मेथड ही यूज़ करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। ऐसे कुछ फेमस कमेंट्स भी है, आलमंड और लैसवेल कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है? कंपैरेटिव ही है। कंपैरेटिव के बिना आप साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते हो। पावल क्या क्लेम करते हैं? वो कहते हैं कंपैरिजन क्या है, साइंटिफिक स्टडी का एक कोर है। जेम्स कोलमन अपने स्टूडेंट्स को कहते होते हैं कि आप साइंटिफिक हो ही नहीं सकते अगर आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो अब गाय ई स्वैनसन का क्या है, वो भी ऐसे कहते हैं कि आप कोई भी रिसर्च साइंटिफिक नहीं हो सकती, कोई भी थॉट साइंटिफिक नहीं हो सकता बिना कंपैरिजन के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपैरिजन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी थिंकर के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी आ जाती है, जैसे चार्ल्स सी रैगिन की आती है कंपैरेटिव मेथड, 1987 में पब्लिश होती है। एरन लिचफार्ड की आती है, उस बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव मेथड, जो 1971 में पब्लिश होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडू सीकर में। और आज के अपने सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो ये वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द एग्जामिनेशंस लाइक CUET PG एंड एग्जामिनेशन लाइक UGC NET JRF, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक वुड बी द पॉलिटिकल कल्चर, फिर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, फिर हम देखेंगे इलेक्टोरल सिस्टम्स को, एंड देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिजीम्स को। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटिकल कल्चर। सो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। तो देखो, एक बात आपको पता होगी कि 1930s एंड 40s में जाके पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक मूवमेंट चलता है बिहेवियरलिज्म का, ठीक, जिसके कह सकते हैं कि जिसको फोर फ्रंट पे लीड किया था डेविड ईस्टन ने। तो उस मूवमेंट के अंदर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि पॉलिटिकल साइंस को बनाना है इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ एक ही लाइन से नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स से ही लाइन से नहीं देख के हम जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, लाइक सोशियोलॉजी, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लाइक दी साइंसेज, उन सबको वहाँ से हम जो भी बेस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे विद दी पॉलिटिकल साइंस। तो वहीं से ही आता है पॉलिटिकल कल्चर हमारा, ठीक। तो पहली बात तो आपको सोर्स पता होना चाहिए पॉलिटिकल कल्चर का। सब देख लेते हैं डेफिनेशन। सो पॉलिटिकल कल्चर कहता है सबसेट ऑफ कल्चर है जो कि डिनोट करता है लोगों के नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को एंड ओरिएंटेशंस को विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल सिस्टम, कि एक समाज के अंदर लोग किस तरीके से देखते हैं अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, और वो जो देखने का नज़रिया होगा वो होगा सामाजिक, ठीक। सिर्फ ये नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टी को देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है कैसी, हम देख रहे हैं कि हमारा जो लैंड्स ऑफ सोसाइटी लाइक कास्ट, रिलीजन, हमारे जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, उसके थ्रू हम देखते हैं, तब कहते हैं इसको पॉलिटिकल कल्चर।
अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है फैक्चुअल। एलमंड ने कॉइन किया था टर्म पॉलिटिकल कल्चर को इन 1956। ये बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, जो कि सिडनी वर्वा एंड गैब्रियल एलमंड ने लिखी है। ठीक, इसका नाम है द सिविक कल्चर और ये 1963 में लिखी थी और इसी के अंदर उन्होंने कॉन्सेप्शन दिया है ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि कौन कौन सी 5 ऐसी स्टेट्स थी या कंट्रीज़ थी जिसका इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद ये अपनी इस वाली थीसिस या अप्रोच के साथ आए थे। तो कंट्रीज़ हैं USA, UK, इटली, वेस्ट जर्मनी एंड मैक्सिको। ठीक है, तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हैं। तो एलमंड एंड पावेल ने एलेबोरेट किया था पॉलिटिकल कल्चर को 3 डायरेक्शंस में। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 3 डायरेक्शंस हैं जिसमें इन्होंने एलेबोरेट किया था पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच को। तो आपको एज ए फैक्चुअली इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला तरीका था सब्सटेंटिव कंटेंट, दूसरा तरीका था वैराइटीज़ ऑफ ओरिएंटेशन। अच्छा देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है। तो वही चीज़ थी वैराइटीज़ ऑफ ओरिएंटेशन, जिसमें कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है एंड इवैल्यूएटिव है। ठीक, कॉग्निटिव का मतलब होता है कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कि आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम को देखकर कितना समझ पा रहे हैं उसके बारे में। ठीक, अफेक्टिव होता है कि क्या आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्या आपको कुछ लेना देना है कि कैसे हमारी जो स्टेट है, जो हमारी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो फंक्शन कर रही हैं। और उसके भी आगे आती है इवैल्यूएटिव। तो ध्यान रखना ये सीक्वेंशियल है, सही है। सबसे जो फंडामेंटल होता है वो होता है कॉग्निटिव, फिर आता है अफेक्टिव एंड देन कम्स द इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव का मतलब होता है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आप चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये अपने पेपर 1 में भी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर। ठीक, तो वही ये सीक्वेंस है। फिर तीसरा डायरेक्शन है सिस्टमैटिक रिलेशंस। मतलब क्या कि ये सब कुछ पैटर्न है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक पैटर्न है हर कंपोनेंट के बीच में। कुछ भी ऐसा नहीं है कि रैंडमाइज्ड है। ठीक, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से है, इंटर रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने दिए थे। ठीक, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला आता है हमारा पैरोशियल पॉलिटिकल कल्चर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पीपल आर नॉट वेरी मच कनेक्टेड विद द सिस्टम, दे फील देमसेल्फ एट द मार्जिन्स और द पेरिफेरीज। ठीक है, तो मतलब समझिए आप इस बात को ऐसे करके कि कोई कंट्री ले लीजिए, उस कंट्री के अंदर जो लोग होंगे या फिर जो सेक्शन ऑफ पीपल होंगे उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हमारी स्टेट कैसे लॉ बनाती है, कैसे उसमें डेलिब्रेशन होता है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, दे आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट एंड एट द कम्प्लीट इंडिफरेंस विद द स्टेट। तो उसका एग्जाम्पल हम देखें तो कुछ ट्राइब्स आपने सुनी होंगी जो हमारी PBTGs हैं। ठीक, जैसे कि अंडमान निकोबार में कुछ ट्राइब्स रहती हैं, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है कि स्टेट कैसे फंक्शन करती है। ठीक, उनका मतलब है सिर्फ अपनी जो ट्राइबल पूरा इकोसिस्टम है वो अपने आप से लेना देना करते हैं। तो उनको हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं ऑफ दी पैरोशियल पॉलिटिकल कल्चर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो नाम से भी क्लियर है और यहाँ पे आपको ये इमेज भी देख के समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं, जो मासेस होती हैं, उनको इनपुट से तो ज़्यादा कंसर्न नहीं होता, बट उनको लेना देना होता है आउटपुट से कि स्टेट कैसे बना रही है लॉ। उस बात को तो वो ज़्यादा नहीं देखेंगे, डिमांड भी नहीं करेंगे, बट स्टेट कौन सी लॉ बना रही है, स्टेट क्या क्या सब्सिडीज़ दे रही है, क्या क्या डिसीजन ले रही है, उससे उनको कंसर्न होता है। ठीक है, सो पीपल मैटर ओनली एट द आउटपुट लेवल। तो एग्जाम्पल के तौर में कहा जाता था कि इंडिया का जो कल्चर था ना, देखो यहाँ से करंट जो सिनेरियो है उससे भी आप रिलेट करो चीज़ को। 70s 80s में मेनली कहा जाता था कि जो इंडिया कल्चर है वो सब्जेक्ट कल्चर है, जिसमें जो मासेस हैं उनको ये लेना था कि गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या हैं रिगार्डिंग द आउटपुट लेवल, कि सरकार भी सब्सिडी दे दे, सरकार स्कॉलरशिप दे दे, सरकार कहीं पे किसी तरीके की हेल्प कर दे। ठीक है ना, लेकिन लोगों को ये मतलब नहीं था कि हम डिमांड करें फॉर द ट्रांसपेरेंसी, फॉर द अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए बहुत ही वाइड लेवल पे प्रोटेस्ट होना या फिर किसी तरीके की गवर्नेंस के अंदर लोगों का इंटरफेरेंस होना, सिविल सोसाइटी NGOs उस समय बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में नहीं थे। देखो कुछ एग्जांपल्स तो हमेशा रहते हैं। ठीक है, जैसे कि JP नारायण का मूवमेंट था करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है, 1970s में, तो वो तो एक एक्सेप्शन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिविल सोसाइटीज़ कंप्लीटली एग्जिस्टेंस में नहीं थी। उस समय लोग कहीं ना कहीं खुद को ऑर्गेनाइज नहीं करते थे। तो उस समय हम कह सकते हैं इंडिया का जो कल्चर था वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर था, बट फिर वो कल्चर ट्रांसफॉर्म हुआ। ठीक है, LPG रिफॉर्म्स आए, ग्लोबलाइजेशन आया, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, अर्बनाइजेशन, इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, इस सब के साथ लोगों के अंदर जागरूकता आती है। और आज के टाइम में आप देखोगे तो हम देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पे इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, सही गलत में हमें नहीं जाना है, हमें समझना है कि लोग कहीं ना कहीं अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन दी गवर्नेंस, लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन दी रूल मेकिंग, इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक, तो आगे देखते हैं
फिर आता है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, जो कि मैंने जस्ट आपको बताया कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं रूल मेकिंग में, ठीक है। तो उसी कल्चर को कहते हैं पार्टिसिपेंट। तो ये कल्चर मेनली फाउंड होता है कहाँ पे, जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, लाइक यूएसए हो गया या फिर वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हो गई। और करंट कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं कि इंडिया भी एक तरीके से आज के टाइम में पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम कह सकते हैं दिखाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली वोट किए जाते हैं। आपने सुना होगा रेफरेंडम। तो कोई भी अगर मैटर होगा जो गवर्नमेंट को लगता है कि आज पे डिसीजन लेना है, तो वो लोग उसके लिए रेफरेंडम कंडक्ट कराते हैं, और रेफरेंडम होने के बाद फिर डिसीजन लिया जाता है, जिसमें जो एलिजिबल सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल पॉलिटिकल कल्चर जो पार्टिसिपेंट वाला है उसका है स्विट्जरलैंड। बट करंट कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो टूल्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक दी प्लेबिसाइड, लाइक दी रेफरेंडम आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपनी खुद की ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर सिविल सोसाइटीज़ हैं या फिर एनजीओज के तौर पे खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे अन्ना हजारे के टाइम में लोकपाल को लाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक। या फिर जो मजदूर किसान शक्ति संगठन का आप नाम सुना होगा, जिन्होंने मनरेगा का कानून लेके आए थे, तो उनका हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इंडिया के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब। तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे। देन अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ डेमोक्रेटिक अपैरेटस। दे प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल, स्टेट एंड सोसाइटी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको पता होगा, हम जो डेमोक्रेसी में रहते हैं वो भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ का काफ़ी क्रिटिकल रोल है टू प्ले इन आर डेमोक्रेसी, ठीक है। सो एडमिन वर्क की डेफिनेशन हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, ठीक। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड फॉर प्रमोटिंग देयर जॉइंट एंडेवर्स। तो ध्यान रखना, ये बात किसने कही थी, बर्क ने कही थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलमंड ने कैसे करके क्लासीफाई किया है पार्टी सिस्टम को 4 टाइप्स में। तो उन्होंने कहा है पहला सिस्टम अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम, दूसरा कहा है डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम। देखो, डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम में हम इंडिया एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं 1960s में, जब कांग्रेस डोमिनेट करती थी, तो उस समय इंडिया अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी जो नहीं थी तो वो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी। बट स्टिल कहीं ना कहीं जो रजनी कोठरी ने कहा था कि कांग्रेस सिस्टम एमर्ज हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो ही पार्टी थी जो डोमिनेट करती थी पूरी इंडियन पॉलिटी को, ठीक है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं इंडिया को डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम में। और आज के टाइम में एक पॉलिटिकल स्कॉलर हैं सुहास पालाशिकर, तो उन्होंने भी कहा है कि 2014 के बाद से वी आर सीइंग दी सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड्स, जहाँ पे बीजेपी सिस्टम जो है एमर्ज होकर आ रहा है। तो फिर से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों से सेंट्रल लेवल पे कि डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं एमर्ज हो रहा है, ठीक। फिर आता है कॉम्पिटेटिव 2 पार्टी सिस्टम, जो कि इंडिया के अंदर चलता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड देन कम्स द कॉम्पिटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम। ये भी हम देखते हैं इंडिया में जब कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है उस समय, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम कि डूवर्जन ने कैसे करके क्लासिफिकेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, किस बेसिस पे दिया है, ठीक। तो उन्होंने दिया है 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एक तो दिया है उन्होंने 1 पार्टी सिस्टम होता है, और एक दिया है प्लूरलिस्ट पार्टी सिस्टम। तो ये काफ़ी सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी डूवर्जन लॉ कहलाती है एक, ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि डूवर्जन लॉ क्या है। तो डूवर्जन का मानना ये था कि जहाँ पर जो इलेक्शन का तरीका होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा, वहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम एमर्ज होगा। मतलब क्या कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं इन दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिस, वहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टी निकल के आएंगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा फॉर अ सिंगल पार्टी टू गेट दी प्रॉपर मेजॉरिटी, ठीक है। तो मल्टीपल पार्टीज आ जाएंगी, तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो जाएगा। पर डूवर्जन ने ये भी कहा था जहाँ पे फर्स्ट पास दी पोल या फिर कहो मेजॉरिटेरियन सिस्टम होता है, जैसे इंडिया के अंदर है, जिसको बंदे को ज़्यादा वोट मिल गए वो इलेक्शन जीत गया। तो उन्होंने कहा था वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम रहेगा, मतलब 2 पार्टी सिस्टम ही रह पाएगा। बट कहते हैं इंडिया एग्जाम्पल है ऐसा जो कि एक्सेप्शन है टू दी डूवर्जन लॉ। एक तो डूवर्जन लॉ ध्यान रखनी है आपको, और इंडिया ऐसे एग्जाम्पल जो है वो एक्सेप्शन टू दी डूवर्जन लॉ वो ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम तो है इलेक्शन का मेजॉरिटेरियन, मतलब फर्स्ट पास दी पोल, लेकिन इसमें जो है बढ़िया बात यह है उसके बाद भी हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए कॉलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई है इंडिया में 1990 से लेकर 2014 तक, 25 साल के लिए, ठीक। बाकी का इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है कैच ऑल पार्टी, जो कि ऑटो किर्शमर ने कहा था। देखो कैच ऑल पार्टी क्या है? कैच ऑल पार्टी एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी किया जाता है इंडियन पार्टी सिस्टम्स का।
मतलब वैसे तो ये ग्लोबल वर्ड है, लेकिन इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है कि कोई आपकी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं होती ना, तो ऐसे में कहा जाता है कि आप कैजुअल पार्टी हैं। मतलब जैसी देखी भाई ट्रेंड चल रहा है वैसे अपनी आइडियोलॉजी को मोल्ड कर लिया। तो इसलिए कहते हैं इंडिया के अंदर भले ही जितनी भी मेजर पार्टीज़ हैं उनका कोई एज सच वन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वन आइडियोलॉजी नहीं है। वो अपनी आइडियोलॉजी को मोल्ड करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। ठीक, तो ये किसने टर्म दिया है ये ध्यान रखना है। बाकी सारतोरी हैज़ गिवन 3 बेसिस ऑफ पार्टी क्लासिफिकेशन। तो सारतोरी की एक तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन और उनके बुक का नाम द टाइपोलॉजी ऑफ पार्टी सिस्टम, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, तो उन्होंने किस बेसिस पे किया था यहाँ पे क्लासिफिकेशन कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कंट्री के अंदर, उन पार्टीज़ की आइडियोलॉजी क्या है और उन पार्टीज़ के अंदर फ्रेगमेंटेशन कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बुक का नाम जरूर ध्यान रखना, द टाइपोलॉजी ऑफ द पार्टी सिस्टम बाय सारतोरी। अब देख लेते हैं हम इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में। ठीक, कि इलेक्शन होते कैसे हैं, क्योंकि इलेक्शन हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई। इलेक्शन तो वैसे भी फंडामेंटल है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में टू गेट दी लेजिटिमेसी फॉर द स्टेट, क्योंकि इलेक्शन ठीक से नहीं होंगे तो स्टेट में जो गवर्नमेंट आएगी उसका इलेक्शन नहीं हो पाएगा और लेजिटिमेसी भी गेन नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है ना, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो जाती है पूरी की पूरी कंट्री और लोगों का भरोसा भी नहीं रहता फिर सरकार के ऊपर। तो देख लेते हैं, द इलेक्टोरल सिस्टम रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच पीपल गेट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और द पॉलिटिकल लीडर्स। मतलब तरीका क्या है चुनाव का, उसको ही कहते हैं इलेक्टोरल सिस्टम्स। तो अकॉर्डिंग टू रे, इलेक्टोरल सिस्टम्स हैव 3 डायमेंशंस, द बैलेट स्ट्रक्चर, द डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर एंड द इलेक्टोरल फार्मूला। ये आपको ध्यान रखना है, कंप्लीटली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में। सो मेनली 3 टाइप्स होते हैं हमारे ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स। पहला आता है मेजॉरिटेरियन, इसके बारे में अभी हमने रिसेंटली बात की थी, जो कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, लाइक इन इंडिया आपको भी पता होगा, मान के चलते हैं कि 100 वोट टोटल पड़ने हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को मिले उसमें से, अब ज़्यादा टेक्निकलिटी से मत जाना कि फैक्ट पकड़ने लग जाओ कि सर आपने 100 वोट कहा था तो 100 वोट पूरे क्यों नहीं हुए। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो 100 वोट में से किसी को मिल गए 25, एक को मिले 22, एक को मिले 20, एक को मिले 15। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसमें किसी को भी मेजॉरिटी तो मिली नहीं, किसी को 50+ तो नहीं मिले, बट स्टिल क्या होगा, जिसको 25 वोट मिले हैं, जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, जो फर्स्ट नंबर पे आ गया, वही वहाँ पे कहीं ना कहीं इलेक्टेड हो जाता है एज ए योर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसे ही कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जो इंडिया के अंदर चलता है। बाकी एक सिस्टम चलता है आपका सेकंड बैलेट सिस्टम, ये चलता है आपका फ्रांस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें वही होता है, पहले इलेक्शन किया जाता है, बट इसमें इतना होता है कि 50+1 इतना लाना पड़ता है आपको, मतलब 50% से ज़्यादा वोट लेके सिक्योर करने पड़ेंगे अगर एक कैंडिडेट को विन वहाँ पे रजिस्टर करनी है। ठीक है ना, तो एग्जांपल याद रखना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ दी फ्रांस। बाकी फिर एक आता है ऑल्टरनेट वोट सिस्टम, इसमें कुछ नहीं, इसमें रैंकिंग दी जाती है कि वही वाली बात, प्रीफ्रेंसेस हो जाते हैं इसमें, कि हमने कैंडिडेट A B C D को अपने अकॉर्डिंगली प्रीफ्रेंस दे देते हैं कि भाई मेरे लिए 1 पे रहेगा B, 2 पे रहेगा A, 3 पे रहेगा D, 4 पे रहेगा C, ऐसे मैंने दे दी प्रीफ्रेंस। ठीक है, तो क्या होता है, जो फर्स्ट प्रीफ्रेंस के कैंडिडेट हैं पहले उसको देखा जाता है किसके पास कितने हैं, अगर उसमें किसी के पास मेजॉरिटी आ गई तो उसको क्या करते हैं, वो डिक्लेयर कर देते हैं एज ए विनर। बट मान के चलिए किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो देखते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस किसको कितने मिले हैं, और इसी तरीके से बार बार देखते हैं और देखते हैं कि किसको मतलब जो सेकंड प्रेफरेंस मिले हैं उसको फिर काउंट करते हैं वो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस में, फिर उसको प्लस करते हैं जो एक्चुअल नंबर वोट्स होते हैं। तो ऐसे करके नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं इसमें काउंटिंग की। उसके बाद देखा जाता है जैसे ही कोई भी कैंडिडेट 50+1 का मार्क मतलब क्रॉस करता है मेजॉरिटी का, वैसे ही उसको डिक्लेयर कर जाता है एज ए विनर। ठीक, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, आपको ध्यान रखना है बस नाम, कि भाई मेजॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर ये 3 तरीके से इलेक्शन हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, ये इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मान के चलिए जो माइनॉरिटी सेक्शन है या कोई ऐसा सेक्शन है जो कि अंडरली रिप्रेजेंटेड है, सही है ना, हमारी पॉलिटी के अंदर, तो उसको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ परसेंटेज जो होता है उसको डायरेक्टली टर्न कर दिया जाता है इनटू द नंबर ऑफ द सीट्स, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें भी एक तरीका है जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि वोटर्स आर एंटाइटल्ड टू ओनली 1 वोट एंड द वोटर सिंगल वोट गेट ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेकंड थर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक, तो ये हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है राज्यसभा के अंदर जो MPs के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है ये वाला टाइप ऑफ सिस्टम हमारा इलेक्टोरल वाला। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये एग्जाम्पल किसके अंडर आता है, ये आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। और दूसरा आता है पार्टी लिस्ट सिस्टम। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ पार्टीज जो भी होती हैं वो क्या करती हैं कि अपनी लड़ती हैं पहले इलेक्शंस,
बस लिस्ट के नाम पे लड़ती हैं। तो अपने कैंडिडेट्स के जो नाम हैं वो आपके सामने पब्लिश कर देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। तो जिस पार्टी को जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा उस पार्टी को कॉरस्पॉन्डिंगली उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट्स मिल जाती हैं। फिर वो पार्टी पे डिपेंड करता है वो किस कैंडिडेट को भेजना चाहती है पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ठीक, तो इसमें ऐसा होता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी पे कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है, यहाँ पे पार्टी के नाम पे वोट होते हैं सिंपली। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है जो मिक्स्ड मॉनिटर्स होते हैं। अब मिक्स तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो अपना मेजोरिटेरियन है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका जो सिस्टम मिक्स करके चलता है उसको मिक्स मेथड कहते हैं। तो मेनली इसका एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ फिक्स्ड जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है मेजोरिटेरियन सिस्टम के थ्रू, एंड जो रिमेनिंग प्रोपोर्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, एक आता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल या फिर एडिशनल मेंबर सिस्टम। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि तरीके कौन कौन से हैं। फिर आता है आपका स्लेट सिस्टम। ये इसका एग्जांपल बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। द सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन यूएसए ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब जो लोग बाद में जाके चुनते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, यूएसए के अंदर वो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसको चुनने के लिए जो तरीका यूज़ होता है वो होता है स्लेट सिस्टम, और ये यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज़ होता है। ठीक, बाकी ये छोटी सी समरी है कि कौन कौन से इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं और उसमें कौन कौन से फर्दर क्लासिफिकेशन है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रह जाएगी ये चीज़। ठीक, बाकी फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिजीम्स पे अपनी। तो रिजीम क्या होता है, रिजीम कुछ नहीं होता, बट सिंपल सी बात है कि एक पॉलिटिकल सेटअप क्या है कंट्री का, एक कंट्री के अंदर क्या तरीका है जिससे सरकार चल रही है, क्या व्यवस्था है। ठीक, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स कौन कौन सी होती हैं। एक तो डेमोक्रेटिक रिजीम हो गई जैसे इंडिया है, टोटलिटेरियन हो गया जैसे कि हम बात कर सकते हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन का एग्जांपल देते हैं स्टालिन के अंदर, या फिर आपका जर्मनी था अंडर दी हिटलर। ठीक, अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं। अथॉरिटेरियन रिजीम्स ऐसी होती हैं जैसे कि चाइना है जहाँ पर, या फिर नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, तो ये आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी अथॉरिटेरियन रिजीम्स। बाकी हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ दी टोटलिटेरियन रिजीम्स के। तो टोटलिटेरियन रिजीम्स क्या होती हैं, ये होती हैं जहाँ पे स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता है, मतलब स्टेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हर चीज़ पे कंट्रोल होता है स्टेट का। ठीक है, इसलिए कहते हैं टोटलिटेरियन, क्योंकि दे हैव टोटल कंट्रोल ओवर योर लाइफ। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये ध्यान रखने हैं। जैसे कि पहले हमारे पास यूएसएसआर था, या फिर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, बैल्कन्स जिसको हम कहते थे, जो बाद में आपका यूगोस्लाविया बन के आया था, तो उसमें ग्रीस को छोड़ के बाकी क्यूबा, क्योंकि क्यूबा भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, वियतनाम, नाजी जर्मनी, और नाजी जर्मनी के साथ फासिस्ट इटली भी एग्जाम्पल था। ठीक है, अंडर दी मसोलिनी। बाकी देख लेते हैं हम थोड़ा सा अपना एक और टॉपिक, जो कि ध्यान रखना है आपको कि शुम्पेटरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, किसे कहते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे डेमोक्रेसी बस इलेक्शंस तक सीमित होती है। ठीक, कि भाई इलेक्शंस हो गए, हमने अपनी सरकार चुन ली, तो उसको वो कह देते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी हो गया, मतलब बहुत ही प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। क्योंकि जो दूसरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसे हम कहते हैं सबस्टांटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और सबस्टांटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हो गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे जनता खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। अब रिलेट करिए इसको आप पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर के साथ, उसको कहते हैं हम सबस्टांटिव डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन। बट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी सिंपल सी बात है, पार्टीज आई, पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो दिखाए, उन्होंने अपना एजेंडा दिखाया, उसके बेसिस पे लोगों के वोट्स को उन्होंने इकट्ठा किया, इलेक्शन जीता, मैटर खत्म। ठीक, इसलिए इसको मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी भी कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक कैपिटलिज्म से इंस्पायर्ड है कि भाई एक मार्केट है, वहाँ पे 4 कंपनियाँ आई, 4 कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करी, और जो कंज्यूमर थे जिसका उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा उसको परचेस किया उन्होंने, और फिर अपने चले गए, खत्म बात। ठीक, तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को इसलिए कहते हैं शुम्पेटरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब शुम्पेटर वॉज द पॉलिटिकल स्कॉलर थे, इन्होंने ये मॉडल को दिया था। ठीक, बाकी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एग्जाम्पल है सूडो डेमोक्रेसी का। ठीक, तो सूडो डेमोक्रेसी ऑब्वियसली बात है जहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं बट ओनली फॉर द नेम सीक, एक्चुअल में कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, सो हमारे यहाँ पे आके टाइप्स ऑफ रिजीम्स में भी कंप्लीट होता है जो टॉपिक है, और आज के हमने टॉपिक को प्रॉपर्ली देख लिया है। इसमें जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के अंदर मेनली फैक्ट पे ही इनका फोकस रहता है। ठीक है ना, बाकी जहाँ जहाँ मुझे लगा है कॉन्सेप्ट के बारे में, तो विद द एग्जाम्पल्स मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। बाकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। टेक केयर। और आज हम करने जा रहे हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स
ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आइए देख लेते हैं हम आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए एंड अप्रोचेस एंड मॉडल्स ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर द एग्जामिनेशंस लाइक CUT PG, UGC नेट, GRF। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो अपनी और चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूके। तो देखिए, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी कंट्री है जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट ये रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक है जैसे इंडिया, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो कि प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्टेड हैं और वो कोई भी हो सकता है। देश का कोई भी नागरिक बन सकता है प्रेसिडेंट, इसीलिए इंडिया एक रिपब्लिक है। लेकिन यूके के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो होता है हेरिडिटरी। इसलिए वहाँ पे क्या चलती है? मोनार्की। या तो वो किंग होंगे, क्वीन होंगे, तो राजशाही चलती है वहाँ पे। ठीक, बट है डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि राजा का रूल चल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि यूके का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अनरिटन का मतलब ऐसा भी नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है, कि याद करके बैठे हुए हैं कि भाई याद कर लिया है, दिमाग में एकदम वही मन से सोच के बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। अनरिटन का मतलब ये है कि कोडिफिकेशन नहीं है, कंपाइलेशन नहीं है प्रॉपरली। कोई लॉ कभी पास हो गया, कोई लॉ किसी और सदी में पास हो गया, तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है दैट यूके हैज़ दी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स दी टॉपिक लाइक पॉइंट यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूके के अंदर क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट है। मतलब क्या इसका कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही सारी पावर्स हैं। इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो सेंटर है उसके पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट है उसके पास अपनी पावर है, और ये पावर का सोर्स कहाँ से बनता है? कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के अंदर से, जिसके अंदर दे रखा है क्या? एक है हमारे पास अपनी जो है फेडरल की लिस्ट, एक है अपनी प्रोविंशियल लिस्ट और एक है अपने पास कॉन्करेंट लिस्ट। बट यूके के अंदर क्या है? सिंपली यूनिटरी गवर्नमेंट, जो चाहेगा पार्लियामेंट वो कर लेगा, उसको कोई कुछ नहीं रोक सकता। ठीक, बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जस्ट लाइक द इंडिया। वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पे भी वहाँ का उनका पार्लियामेंट है, जहाँ पे अपर हाउस है, लोअर हाउस है। और यूके के पार्लियामेंट के भी 2 चैम्बर्स हैं, जैसे इंडिया के हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखो, यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक खासियत है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अब मैं जाने अनजाने में आपको कंपैरिजन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं पढ़ाते पढ़ाते बार बार क्या कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक बोलता हूँ तो उसका रिलेशन दिखा रहा हूँ आपसे इंडिया से। तो यही तो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जब हम कंपेयर करते हैं इंस्टीट्यूशंस हो, फिनोमिनास हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, 2 कंट्रीज़ के बीच में कैसे करके चलते हैं, तो उसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम अभी कर रहे हैं और वही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो बात कर लेते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की। जैसे हमारे यहाँ पे अपना है लोकसभा, जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस, तो वहाँ पर है हमारे पास यूके के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक, तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं सर रिलेटेड यहाँ पे। तो ये फर्स्ट चैम्बर कहलाता है यूके के पार्लियामेंट का, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। इसके अंदर मेंबरशिप कैसे करके है? द हाउस ऑफ कॉमन्स हैज़ 650 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नोन एज द MPs। ठीक, मेंबर्स आर सिंपली इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी सिस्टम, मतलब भाई फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मेजॉरिटेरियन मॉडल है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी का या फिर इलेक्शंस का, जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वैसे ही वहाँ पे होते हैं। ठीक है, फिर आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब अपर हाउस। रिलेट करेंगे राज्यसभा के साथ इंडिया के। ठीक है, तो द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द सेकंड चैम्बर ऑफ द यूके। ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट चैम्बर कहते हैं लोअर हाउस को एंड सेकंड चैम्बर कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर सेकंड हाउस जो हमारा अपर हाउस है उसको। ठीक है, तो ये चैम्बर करके ध्यान रखना है किसको फर्स्ट चैम्बर कह रहे हैं, किसको सेकंड चैम्बर कह रहे हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर क्या है? अपर चैम्बर है ऑफ द यूके पार्लियामेंट, और इसको ध्यान रखना रिवाइजिंग चैम्बर भी कहते हैं। ठीक, पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द हाउसेज ऑफ द यूके पार्लियामेंट इज नोन विद द नेम ऑफ द रिवाइजिंग चैम्बर, तो ध्यान रखना है डेट इज द अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ द लॉर्ड्स। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि इंडिया की राज्यसभा के पास फिर भी काफ़ी सारी जगहों पे पावर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं सिमिलर हैं विद द लोकसभा। लेकिन जो यूके है, यूके के अंदर जो उनका अपर हाउस है वो तो सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास कोई पावर ही नहीं है। कंप्लीटली कह सकते हैं कि नॉमिनल पावर्स हैं, फॉर द नेम सेक हैं। तो रबर स्टैम्प वाली बात कहते हैं ना कि जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज़ लाइक ए रबर स्टैम्प पोजीशन, जिसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं है, डिफेक्टिव पावर नहीं है। ऐसे ही हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के पास यूके में कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं किसी भी कानून को लेके लोअर हाउस के। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि है स्पीकर की। तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूके डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टर्म और टेन्योर। अब देखो, स्पीकर को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही जाती है कि जो पोजीशन है स्पीकर की यूनाइटेड किंगडम में या फिर इंग्लैंड में सबसे बेस्ट है। इंडिया को भी सीखने की ज़रूरत है यूके से इन केस ऑफ द स्पीकर, क्योंकि स्पीकर वहाँ पे इतना न्यूट्रल बंदा होता है कि वो अपनी पार्टी से इलेक्ट होते जैसे ही वो स्पीकर बनता है,
सही है, वैसे ही वो अपनी पार्टी से क्या करता है, रिज़ाइन देता है। और दूसरी बात, उसको मिलती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। अब जिस बंदे को डर ही नहीं होगा इलेक्शन हारने का या फिर अपनी सीट को खो देने का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी के साथ फंक्शन कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो स्पीकर की इंस्टीट्यूशन होती है वो पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ते नहीं है, बल्कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक्सेप्शन दिया गया है स्पीकर को भी, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को अगर छोड़ते हैं टू एंश्योर दी न्यूट्रलिटी, तो ऐसे में उनकी जो मेंबरशिप है वो निरस्त नहीं होगी। बट स्टिल वो लोग नहीं छोड़ते हैं, वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, अराइज होते हैं, कंसर्न्स रेज किए जाते हैं रिगार्डिंग द पोजीशन एंड द पावर्स ऑफ द स्पीकर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो ये सजेशन दिया जाता है कि हमको ज़रूरत है सीखने की फ्रॉम द यूके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीकर। सो बाकी यहाँ पे है द स्पीकर इज़ द इलेक्टेड MP होता है एंड सर्व अंटिल दे रिज़ाइन और आर नो लॉन्गर एन MP। तो खुद रिज़ाइन कर देंगे या MP नहीं रहेंगे तो अब तक वो सर्व करेंगे स्पीकर के तौर पे, ठीक है। तो एक प्रोवर्ब कही जाती है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, और ये यूके पार्लियामेंट के लिए कही जाती है, ठीक। एक बार बन गया वो रहेगा, उसको क्या मिलता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। बाकी ये वाली बात आ गई, ही और शी गिव्स द फॉर्मल रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी। आगे देख लेते हैं अबाउट द जुडिशरी। तो सीनियर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस। सेम बात है एकदम, जैसे कि मतलब सेम बात इस सेंस में है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यूके की, वो एडवाइस करती है हेड ऑफ द स्टेट, जो कि कौन होगा, जो कि वहाँ पे होगा किंग या क्वीन, ठीक। जैसा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ऐसे वहाँ पे किंग या क्वीन अपॉइंट करते हैं। लेकिन सू मोटो नहीं करते, खुद की पावर नहीं होती उनके पास, वो जो मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस जो हैं अपॉइंट होते हैं, क्या वो भी ऐसे ही होते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, ये बात सच है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप मेरे को लिख के बताइए वर्ड कि क्या तरीका है इंडिया के अंदर जजेस को अपॉइंट करने का इन दी सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट, और वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड यूज़ होता है, कौन सा तरीका है वो लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्या यूके जैसा ही तरीका है या कोई डिफरेंट है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है हमको कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो यूके में नहीं है। इससे क्या समझ में आता है कि पार्लियामेंट जो है यूके का वो सोवरेन है, सारी पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। बाकी एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूके, फुलटन कमेटी 1968 जो कि यूके में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और जिसने बात की थी सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के लेके, ठीक। तो इन्होंने कहा था जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने प्रेफर किया था कि स्पेशलिस्ट को हमें अपॉइंट करने की ज़रूरत है ऑन दी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस। तो ये कमेटी और उसकी ये डेट आप ध्यान रखेंगे, उसकी रिकमेंडेशन ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक। सो आइए देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USA। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है USA का वो बात करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। मतलब क्या, जो प्रेसिडेंट होंगे वही होंगे हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो पावर रहेगी डी ज़ूरे एज वेल एज डी फैक्टो पावर, दोनों पावर रहेंगी विद इन दी पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ कंडीशंस हैं फॉर बिकमिंग द प्रेसिडेंट इन द USA। पहली बात तो ये है कि जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन होगा USA का, मतलब जो व्यक्ति को बनना है प्रेसिडेंट USA के अंदर, वो व्यक्ति वहाँ पे पैदा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कंट्री से एमिग्रेट करते हैं और USA में जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके वहाँ की सिटीजनशिप लेने के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते फॉर द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बट इन द केस ऑफ इंडिया, अगर यहाँ का सिटीजन कोई है, भले ही वो व्यक्ति कहीं बाहर पैदा हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बन सकता है प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना है हमको। द कैबिनेट मेंबर्स नीड नॉट टू बी द कांग्रेस मेंबर्स, दे कैन बी आउटसाइडर्स टू। तो ये बात की जाती है कि USA के कॉन्टेक्स्ट में कि काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है, जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास एक काफ़ी पावर रहती है, एक लिबर्टी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिससे कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट पोर्टफोलियोज़। इंडिया के अंदर तो ऐसा होता है कि जो मेनली मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, MPs होते हैं, वही मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक। तो लेकिन USA के अंदर ये बढ़िया बात ये है कि कोई मान के चलिए ब्यूरोक्रेट है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बट वो पॉपुलिस्ट लीडर नहीं है, तो ऐसे में भी उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं टू दी कैबिनेट, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वहाँ का कैबिनेट है वो काफ़ी स्पेशलिस्ट लोगों से भरा होता है और काफ़ी इफेक्टिवली वर्क भी कर पाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अब रिसेंट टाइम में देखा जा रहा है, सच एज एग्जाम्पल है हमारे जो ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर का, ठीक है। तो उनके अंदर ये बात है कि वो एक ब्यूरोक्रेट थे, ठीक। अब वो फिर उनको कैबिनेट में भी जगह मिली है, तो ये अच्छी एक तरीका है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं USA के कैबिनेट के साथ। वहाँ पे तो सभी मिनिस्टर्स जो कैबिनेट के होते हैं वो इसी नेचर के होते हैं, ठीक।
बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787. जेम्स मेडिसन्स आइडिया मेड अ वे इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में किसको माना जाता है? जेम्स मेडिसन को. ठीक, बाकी बात कर लेते हैं वहाँ के पार्लियामेंट की, जिसको कहते हैं कांग्रेस. तो हमारे इंडिया में तो कांग्रेस है पार्टी, लेकिन यूएसए के अंदर पार्लियामेंट को ही कहते हैं कांग्रेस. इंडिया में क्या कहते हैं पार्लियामेंट को? संसद भवन. ठीक है, संसद कहते हैं. तो वहाँ पे भी दो हाउसेस हैं, द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि लोअर हाउस है. अच्छा, पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन आप पूछता हूँ मैं आपसे, आप मेरे को बताइएगा ज़रूर, और इस बात को सर्च भी करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, क्या वो इंटीग्रल पार्ट हैं पार्लियामेंट के यूएसए के? ठीक, तो ये आपको मुझे बताना है येस और नो में सिंपली कि प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट हैं या नहीं है यूएसए के पार्लियामेंट के. ठीक, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोअर हाउस है, सीनेट है जो कि अपर हाउस है, तो ये भी बाई कैमरल हो गया. ठीक, बाकी टोटल 535 मेंबर्स हैं कांग्रेस के अंदर, और 100 मेंबर जो हैं वो सीनेट के अंदर सर्व करते हैं. और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो हर स्टेट हैं यूएसए के अंदर, टोटल स्टेट्स हैं 50, और हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं सीनेट के अंदर. ठीक, और यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जैसे यूके में हमने देख लिया अपर हाउस है, बिल्कुल पावरफुल नहीं है, बस नाम के लिए ही अपर हाउस है. इंडिया के अंदर भी राज्यसभा इतनी पावरफुल तो नहीं है. जब बात आती है पावर की तो लोकसभा कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है देन राज्यसभा. ठीक, लेकिन यूएसए के अंदर सीनेट रिलेटिवली हैज़ मोर पावर देन दी लोअर हाउस, क्योंकि यूएसए को माना जाता है आइडियलिस्टिक टाइप ऑफ फेडरल पॉलिटी. और सीनेट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो होते हैं स्टेट के, मतलब वहाँ की प्रोविंसेस के. तो इसलिए ज़्यादा पावर कहीं ना कहीं उन मेंबर्स के पास रहे जो स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सीनेट को ज़्यादा पावर दे दी गई हैं. और हर सीनेट में जो मतलब 100 मेंबर जो हैं सीनेट के, वो आते हैं 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट, तो वो हो जाते हैं 50 × 2 = 100. बाकी 435 मेंबर जो हैं वो यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सर्व करते हैं. ठीक, तो डैट मेक्स टोटल टू दी 535 मेंबर्स इन टोटलिटी इन दी कांग्रेस. तो वो वाली बात आ जाती है कि 2 मेंबर्स रहते हैं फ्रॉम एवरी स्टेट इन दी सीनेट. बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अमेंडमेंट्स. तो हमको ध्यान रखना है यूएसए के अंदर जो कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं और उन अमेंडमेंट्स के अंदर क्या प्रोविज़न किया गया था. तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या हुआ था, वहाँ पे बात हुई थी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, स्पीच, प्रेस, असेंबली, पिटीशन, मतलब काफ़ी हद तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक, सेकंड अमेंडमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल है यूएसए के अंदर. आप सुनते रहते होंगे ओकेजनली कि यूएसए के अंदर इंसिडेंट हो गया जहाँ पे गोलियाँ चल गई. ठीक है, किसी ने किसी को मार दिया. तो वो जो पावर आती है ना लोगों के पास टू कैरी दी फायर आर्म्स वेरी ईजिली इन द सोसाइटी, वो सेकंड अमेंडमेंट के बाद ही आती है. ठीक, तो एक बात चलो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पॉलिटिकल थ्योरी या फिर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेट कर सकते हैं. जॉन लॉक ने जब आइडिया दिया था ना अपना नेचुरल राइट्स का, तो जॉन लॉक ने ये कहा था कि जो स्टेट होगी उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होंगी, मतलब डेलीगेटेड पावर्स होंगी, बस वो पावर्स जो सिटीजन्स ने उसको दी है स्टेट को, उसके अलावा स्टेट के पास उससे ज़्यादा कोई पावर नहीं होगी. और लगता है कि स्टेट कहीं ना कहीं ओवररीच कर रही है अपनी पावर्स का, तो लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट है. राइट टू रिवोल्ट का मतलब कि वो स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, पूरा अधिकार है. तो जॉन लॉक के ही आइडिया से इंस्पायर होकर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, और इसीलिए कहा जाता है कि यूएसए के अंदर लिबर्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. और राइट टू बेयर दी आर्म्स, यहाँ तक कि यही भी कहा जाता है कि लोगों को इसलिए अधिकार दिया है हथियार रखने का कि जस्ट इन केस स्टेट ओवर रीच करती है अपनी अथॉरिटी का, तो ऐसे में लोग आपस में असेंबल होकर स्टेट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करके उसको हटा भी सकते हैं. तो जो फिलोसफी है ना बिहाइंड दी सेकंड अमेंडमेंट, वो जॉन लॉक के नेचुरल राइट से ड्राइव होती है. तो ये मैंने आपको बताया कि जो बैक स्टोरी है इसकी, तो दिखता तो हमें आज ये है कि वो चीज़ प्रैक्टिकलिटी में गलत है, बट फिलोसॉफिकली वो चीज़ गलत नहीं थी. वो चीज़ ज़रूरी थी लोगों के राइट्स को, उनकी लिबर्टी को, उनके फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए. अदरवाइज़ अगर आप सारी पावर स्टेट को ही दे देंगे तो फिर वो टोटलिटेरियन स्टेट बन के एमर्ज हो जाएगी. ठीक, तो सेकंड अमेंडमेंट के पीछे की ये हिस्ट्री थी. और ये बात तो ओवरऑल कही जाती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ द जॉन लॉक. बाकी 13th अमेंडमेंट था जो कि स्लेवरी को एबॉलिश करता है. 19th अमेंडमेंट था जो कि वीमेन को राइट टू वोट देता है. अब देखिए ये भी कितनी ज़्यादा मतलब डायलेमा की बात है या पैराडॉक्सिकल बात है कि यूएसए खुद को दिखाता है एज ए चैम्पियन ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, बट आपको हथियार देने के लिए लगे 2 अमेंडमेंट, स्लेवरी हटाने के लिए लग गए 13 अमेंडमेंट, और महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए लग गए 19 अमेंडमेंट. इंडिया जिस दिन आज़ाद हुआ, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया, डेट इज़ 26 जनवरी 1950, जब भी राइट मिले बराबर राइट मिले.
उस दिन पुरुषों को भी उतने अधिकार मिला, महिलाओं को भी उतना अधिकार मिला। लेकिन यूएसए का मतलब 1887 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हो गया, उसके बाद आपको 19 अमेंडमेंट पे आके जो वोट है वीमेन को वो दे रहे हैं आप लोग। तो फिर ये हिपोक्रेसी ही दिखाता है कि ये आज हमको बताते हैं कि आपके यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सिटीजन्स की इक्वल राइट्स नहीं है, बट एक्चुअल में कंडीशन कितनी डिफरेंट है आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास 22nd अमेंडमेंट, जो कि बात करता है 2 टर्म लिमिट ऑन दी प्रेसिडेंसी। मतलब कोई भी जो प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो 2 बार जीतने के बाद तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो काफ़ी मतलब सभी को पता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आता है अप्रोचेस टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो यूज़ की जाती हैं कंपैरिजन करने के लिए या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। तो पहले हमारे पास आती है हिस्टोरिकल अप्रोच। तो ये फोकस करती है पास्ट पे या फिर पास्ट के हिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड पीरियड पे, ठीक है ना, जो सीक्वेंस ऑफ सिलेक्टेड इवेंट्स हैं, और उसमें फिर वो देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस थी और उस समय ऐसा क्या हुआ था कि जो इंस्टीट्यूशन चेंज हुई, और उससे फिर वो एनालॉजी ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर आज वैसी सिचुएशन है तो कल जाके क्या होगा। तो मतलब क्या होता है, हम पीछे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आगे क्या होने वाला है उसकी प्रेडिक्शन करके जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास सोल्यूशन बनते हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। तो भाई इतिहास से सीखना, जिससे कि फ्यूचर में इतिहास दोबारा से रिपीट ना हो, ठीक। सो मैकियावेली की फ़ोटो क्यों लगाई मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैकियावेली आप कह सकते हैं कि वन ऑफ दी मेजर प्रोपोनेंट थे ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच। इससे पहले जो अप्रोच चलती थी जिसमें रिलीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंस था, उससे पहले फिलोसफी का बहुत इंपॉर्टेंस था विद द टाइम ऑफ द प्लेटो, अरिस्टोटल। बट जब मैकियावेली आए, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में, तो उन्होंने कहा कि फिलोसफी नहीं बल्कि हिस्ट्री ज़्यादा बेटर गाइड है अगर हमें समझना है ह्यूमन नेचर को या किसी इंस्टीट्यूशन को। तो जो मेन थिंकर्स हैं एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल अप्रोच, उसमें हमारे पास आते हैं सेंट ऑगस्टाइन, सेंट थॉमस, मैकियावेली एंड बॉडेन, ठीक, ये नाम ध्यान रखने हैं आपको। देन हमारे पास दूसरी जो ट्रेडिशनल अप्रोच में आती है वो आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में तो एज दी नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इंस्टीट्यूशंस, ठीक, सिंपल सी बात है, हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस को कि किस कंट्री की इंस्टीट्यूशंस कैसी हैं, बस हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। हम देखते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, उनकी फंक्शनिंग कैसी है, फिर वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव्स हो या फिर जुडिशरी हो, इसमें उससे डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऊपर सुपरफिशियल अप्रोच हो जाती है, इसलिए ये वाली इनका आगे जाके क्रिटिसिज्म भी हुआ था और इसके लिए इनको रेक्टिफाई भी किया गया था, वो अभी हम आगे देखेंगे। सो मेन थिंकर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आर लॉर्ड ब्राइस, हर्मन फाइनर एंड लावेल, ठीक। फिर एक आती है बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच जो कि है न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म। अब क्योंकि इंस्टीट्यूशनिज्म कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पा रही थी कि आप बस अगर इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं तो आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसको मिस कर रहे हैं, या फिर जो लोग उसमें बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर, आप तो फिर उनका पर्सपेक्टिव मिस ही कर जा रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि मैटर तो ये भी करता है ना कि किस समाज में वो इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रही है, वो समाज की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी कैसी है। तो वही सारी की सारे जो कंसर्न्स थे विद द इंस्टीट्यूशनिज्म, उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई थी न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म के अंदर। तो ध्यान रखने की बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट कर दिया गया था, इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को रिवाइव किया गया था। इन्होंने कहा था कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं, बट अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूशंस equal importance are being carried by the people that are sitting in the institutions and the socio-cultural ecosystem in which the institutions are functioning। तो वो समाज के अंदर क्या परिस्थिति है जिसमें इंस्टीट्यूशन फंक्शन कर रही हैं, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंस कैरी करता है, और जो लोग बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, इतनी इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं न्यू इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि रिजेक्ट करता है इंस्टीट्यूशंस को, तो बिल्कुल नहीं करता है, बस ये कह लीजिए कि थोड़ा इंक्लूसिव था, ये थोड़ा ये इंटीग्रेट कर देता है इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो ये ओरिजिनेट होता है 1980s में यूएसए के अंदर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पहले तो थिंकर्स याद रखने हैं, मार्च एंड ऑल्सन, और इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि पूछी जाती हैं, जिसमें आती है द न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स इन द पॉलिटिकल साइंस जो कि 1984 में लिखी गई थी, रीडिस्कवरिंग इंस्टीट्यूशंस, द ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स जो कि 1989 में आई थी, एंड देन कम्स द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो कि 1995 में आई थी। अब हम देखते हैं अपनी बिहेवियरलिज्म की, ठीक। अब देखो बिहेवियरलिज्म सिर्फ एक अप्रोच नहीं है, बिहेवियरलिज्म एक पूरा पैराडाइम है, पूरा एक मूवमेंट है जो पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या था, ये जो सब ट्रेडिशनल अप्रोचेस चल रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस अडेप्ट नहीं कर पाई विद द चेंजिंग रियलिटीज़ एंड चेंजिंग टाइम्स, जहाँ पे जो दूसरे डिसिप्लिन थे लाइक एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, इन सब ने क्या किया था, साइंटिफिक मेथड्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया था अपनी स्टडी के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ये लोग तो अभी जो
काफ़ी आर्काइक टॉपिक्स हैं लाइक हिस्ट्री, फिलोसफी, रिलीजन, इनके अराउंड ही घूम रहे हैं। तो इसीलिए बिहेवियरिज्म आता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा डेविड ईस्टन का। वो कहते हैं कि हमको भी अपनी जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की, उसको एक तो बनाना पड़ेगा इंक्लूसिव, उसमें हमें लेके आने पड़ेंगे फैक्ट्स, उसको हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन बेस्ड और साथ में इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो बिहेवियरल अप्रोच रेफर टू एन अप्रोच दैट एम्फसाइजेज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक। तो ह्यूमन बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है, तो वो कहते हैं एक साइंटिफिक पैटर्न है जिस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर फंक्शन करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी फंक्शन करती है। तो उनका सब कुछ साइंटिफिक होना चाहिए। जो भी हम स्टडी करेंगे तो उसको हमें ऐसा देखना है जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं ना, कि हमने खाना खाया तो पहले वो हमारे ईसोफेगस में गया, फिर वो हमारे स्टमक में गया, फिर वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, फिर इंटेस्टाइन में गया, फिर वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ। तो ये पैटर्न जो फॉलो होता है इन द केस ऑफ डाइजेशन हमारे खाने को लेकर, ये हर ह्यूमन में होता है और यही सेम तरीके से होता है। उन्होंने कहा इसी तरीके से पॉलिटिकल जो फिनोमिनाज होते हैं वो भी पैटर्नाइज्ड मैनर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी हो जाता है। तो उसी तरीके से उन्होंने कहा हमें हर फिनोमिना को एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पे देखना पड़ेगा, ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म का पूरा पैराडाइम था ये। तो अब देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 8 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए गए थे ऑफ द बिहेवियरिज्म डेविड ईस्टन ने, और ये 8 फीचर्स आपको एक तो ध्यान रखने हैं और दूसरा एकदम क्रोनोलॉजी में ही, मतलब जो सीक्वेंस में आपको बताऊंगा उस सीक्वेंस में याद करने हैं, ठीक। तो पहला आता है रेगुलरिटीज़, फिर आता है वेरिफिकेशन। अब देखो ये सारे टर्म्स आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी फिनोमिना को साइंटिफिक बनाना है तो उसी को लेकर हैं। रेगुलरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब एक बार ऐसा करने से ये चीज़ हो रही है तो दूसरी बार भी इस एक्शन का जो रिजल्ट है वो यही होना चाहिए। तो हमारे जो कॉज एंड इफेक्ट है, हमारे एक्शन का जो रिजल्ट है वो रेगुलरली एक जैसा ही आना चाहिए। तो उसमें क्या कहते हैं हम, रेगुलरिटीज़। तो सब कुछ साइंस बनाने की ही दिशा में ये सारे के सारे फीचर्स हैं, तो आप खुद रिलेट कर सकते हैं ईजिली। देन कम दी वेरिफिकेशन, फिर आता है टेक्निक जो कि साइंटिफिक होनी चाहिए, फिर आता है क्वांटिफिकेशन मतलब डेटा, फैक्ट्स, ठीक। फिर आता है वैल्यूज़। अब वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यूज़ का मतलब यह है कि वैल्यू फ्री। डेविड ईस्टन ने सिंपली कहा था कि हमें जो वैल्यूज़ हैं, मतलब सही गलत पे बात नहीं करनी है, ठीक है, गुड रॉन्ग ये सब बात नहीं करनी है, हमें सिंपल बात करनी है ट्रू फॉल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव बात करनी है, क्वालिटी को साइड में रख दो, कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, भलाई है, बुराई है, इन सब से हमें कुछ नहीं लेना देना है, ठीक। तो वैल्यू फ्री, ध्यान रखेंगे, वैल्यू फ्री थी बिहेवियरिज्म की अप्रोच बाय डेविड ईस्टन। देन कम्स दी सिस्टमेटाइजेशन, जो कि सेम बात है। देन कम्स दी टू मेक इट दी प्योर साइंस, और फिर आती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब वही हो गया कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमें एक साथ लेके आना पड़ेगा, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। हम पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ साइंटिफिक मतलब पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, इसमें हमें कल्चर भी लेके आना पड़ेगा, तभी आपकी जो अप्रोचेस हैं लाइक पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये सब अप्रोच कहाँ से आए, इंटीग्रेशन के बाद आती हैं, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बाकी। अब हम देख लेते हैं अपनी जो पहली अप्रोच है अंडर दी पैराडाइम ऑफ द बिहेवियरिज्म, जो कि है सिस्टम्स अप्रोच, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं। तो किसने दी थी, ये दी थी डेविड ईस्टन ने, और उनकी बुक ध्यान रखनी है हमें, द पॉलिटिकल सिस्टम, डेविड ईस्टन डिफाइंड अ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड थी, इट इंस्पायर्ड फ्रॉम दी बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी। ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस में आने से पहले ये अप्रोच बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होती थी, उसके बाद ये पॉलिटिकल साइंस में आई है। और कुछ देख लेते हैं मेन थिंकर जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम अप्रोच को, तो उसमें डेविड ईस्टन है, और बुक का नाम उनका ये भी ध्यान रखना है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो कि 1965 में आई थी, मॉर्टन कैपलन। इन्होंने ही सिस्टम अप्रोच को उठा के IR में यूज़ कर लिया था। तो अगर पूछते हैं कि सिस्टम अप्रोच को इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करने के लिए किसने यूज़ किया था, तो द स्कॉलर इज़ मॉर्टन कैपलन। देन कम्स द डेविड एप्टर, इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक। बाकी देखते हैं हम कि डेविड ईस्टन ने जो अभी आपने देखा होगा कि इसमें डिमांड्स होती हैं, मतलब इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई, ठीक। तो जो डिमांड हो रही है वो कौन कौन सी डिमांड्स हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिमांड जा रही हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नथिंग, बल्कि वो सिंपल सी बात है कि एक स्टेट है और स्टेट कैसे फंक्शन करती है, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी यहाँ पे डेविड ईस्टन ने, और उसी के रेफरेंस में उन्होंने फिर कुछ बताया कि हम एज ए सिटीजन्स, एज द मासेस, हम कुछ डिमांड करते हैं, फिर वो डिमांड उस सिस्टम के अंदर जाती हैं, मतलब स्टेट के पास जाती हैं, फिर वहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर वहाँ से आउटपुट निकल के आती है। और आउटपुट क्या होता है, जो डिसीजंस हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मेड बाय द स्टेट। तो उनका ये एक तरीका है, ये एक मशीनरी है जो ऐसे फंक्शन कर रही है। आप यहाँ से एक चीज़ डाल रहे हो, वहाँ से एक चीज़ निकल रही है, ठीक। तो यहाँ पे 4 काइंड्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी बताई थी यहाँ पे डेविड ईस्टन ने। तो डिमांड फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको एलोकेट कीजिए, मतलब हम लोग ये स्टेट से डिमांड करते हैं इस तरीके की, ऐसा उनका कहना था। फिर डिमांड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करिए, रूल्स बनाइए,
डिमांड फॉर द पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब भाई हमें मौका दीजिए कि हम भी इलेक्शन लड़ सकें, हम वोट डाल सकें, हम सिविल सोसाइटी के थ्रू गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें। एंड डिमांड फॉर कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग अपना जो है पक्ष रख पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ सरकार के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। तो ये 4 डिमांड्स हैं और ये आपको चारों ध्यान रखनी है, ठीक। अब जब आप डिमांड करेंगे, आप इनपुट लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो कुछ होना ही है। तो आउटपुट क्या होती है फिर, तो देख लेते हैं आउटपुट क्या है। तो आउटपुट है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक, गवर्नमेंट आपके बिहेवियर को रेगुलेट करेगी। एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगी। सिंबॉलिक आउटपुट होती है थोड़ी सी। सिंबॉलिक आउटपुट में आपको ध्यान रखना है, सच एस ये मान के चलिए नेशनल फ्लैग्स हैं, नेशनल एंथम्स हैं, ठीक है ना। तो ये सब होती है किसी भी नेशन स्टेट की सिंबॉलिक आउटपुट, ठीक है ना, और ये सारी स्टेट वाले फंक्शंस करती हैं। तो डिमांड्स एंड आउटपुट ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिस अप्रोच हैज़ बीन गिवन बाय द डेविड ईस्टन एंड द नेम ऑफ दिस अप्रोच इज सिस्टम्स अप्रोच, ठीक। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या कहती है। अब सिस्टम अप्रोच में कुछ कमियां होंगी, इसीलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आती है। अब कमी ये थी कि ये जो सिस्टम्स अप्रोच लाई गई थी ना डेविड ईस्टन के थ्रू, ये 1940s 50s में डेवलप हो गई थी, 50s के एंड तक कह लीजिए, ठीक है। बट उसके बाद आपको पता होगा एक वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन आता है, जहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जिनको नया नया फ्रीडम मिला था, वो इस्टेब्लिश हुई थी। अब जो नई कंट्री इस्टेब्लिश होंगी इंडिपेंडेंस के बाद, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को लगाएंगी, वहाँ पे अपनी कंट्रीज़ को चलाने की स्टार्ट करेंगी। तो वहाँ पर जो सोसाइटी थी, पॉलिटिकल कल्चर था, इंस्टीट्यूशंस थी, काफ़ी डिफरेंट थी। तो ये समझ में आया कि यार ये जो डेविड ईस्टन की अप्रोच है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, लाइक जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोप हो गया और यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, उनके लिए तो काफ़ी सुटेबल है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं सेम जैसी इंस्टीट्यूशन देखने को मिलती हैं। तो वहाँ तो आप कह सकते हो कि ये डिमांड हो गई और ये डिमांड को परफॉर्म करने वाले ये ऑर्गन्स हो गए और ये आउटपुट हो गई। तो वहाँ तो वो कहीं ना कहीं सुटेबल था। बट फिर जब स्कॉलर्स ने देखा कि भाई व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कंट्रीज अभी अभी नई नई आज़ाद हुई हैं, जो डेवलपिंग हैं, जहाँ पे सब कुछ इतना ज़्यादा फॉर्मलाइज नहीं है, वहाँ पे आप कौन सी अप्रोच लगाओगे। फिर आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर ये चीज़ थी, ये देखती है माइक्रो व्यू, ये मैक्रो व्यू नहीं लेती है। मैक्रो व्यू का मतलब क्या होता है, एक बार में पूरा का पूरा आपने टॉप बॉटम अप्रोच लगा दी। लेकिन माइक्रो व्यू का मतलब ये होता है, ये देखती है डिटेल्स को, बॉटम अप अप्रोच देखती है। ये देखती है कौन सा फंक्शन कौन से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है, तो सिविल सोसाइटीज़ इंडिया के अंदर भी इतनी डेवलप नहीं है जितनी वो यूएसए के अंदर डेवलप्ड हैं। और चले जाएंगे आप ऐसी कंट्री में जो कि प्री मॉडर्न है, लाइक अफ्रीका के अंदर सोमालिया है, साउथ सूडान है, वहाँ पे तो उतना भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है इंस्टीट्यूशंस का जो इंडिया के अंदर हो चुका है, ठीक। तो उन सबको अगर कंपेयर करना है तो आप लगाएंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब इसके आगे देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। तो ये इंप्रूवमेंट था अपॉन दी सिस्टम अप्रोच, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं कौन से, तो गैब्रियल एलमंड एंड जेम्स कॉलमैन ने बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज 1960 में, और उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। देन गैब्रियल एलमंड की हमें और पावल की हमको बुक याद रखनी है वाली भी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये दोनों बुक्स के नाम ध्यान रखने हैं, इनके जो ऑथर्स हैं वो अपने को याद रखने हैं, और जो डेट्स हैं वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो क्यों लाई गई थी, जो उसके बिहाइंड दी कॉन्सेप्चुअल रीज़न है, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। अब देख लेते हैं कि यहाँ भी कुछ इनपुट फंक्शंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मॉडल है वो तो सेम है, ठीक, कि आप यहाँ से एक चीज़ डालो और वहाँ से वो चीज़ निकालो, ठीक। इनपुट आउटपुट वाला मैकेनिज्म तो सेम रहेगा। तो इन्होंने भी कुछ इनपुट फंक्शन दिए थे, जैसे कि इनपुट डिमांड के तौर पे दी थी ईस्टर्न ने, तो एलमंड ने भी बताए थे कि भाई देयर आर सर्टेन इनपुट्स हैं। अब वो इनपुट्स देख लेते हैं हम एक बार कौन कौन सी होती हैं। तो इन्होंने कहा था कि एक तो होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक। अब मैं बता देता हूँ इसके लिए इंस्टीट्यूशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है आपको साथ में। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है हमारी फैमिली, पीयर ग्रुप्स, रिलीजन, ठीक है ना, ये सब चीज़ें करती हैं सोशलाइजेशन हमारा। देन कम्स दी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स, मतलब सिविल सोसाइटीज़ हो गया, एनजीओज हो गया, ये सब, ठीक। देन कम्स द इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ये फंक्शन किया जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ध्यान रखना कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस कुड बी डिफरेंट, ठीक है, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बट ये फंक्शंस हर कंट्री में परफॉर्म होते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पे वही वाली बात आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बट इंटरेस्ट एग्रीगेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कर रही हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हमारी सिविल सोसाइटीज़ कर रही हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा इतना ऑर्गेनाइज नहीं है सिविल सोसाइटीज़, बट यूएसए में, कनाडा में, यूके में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। इंडिया में अभी हल्के हल्के ऑर्गेनाइज हो रही हैं, ठीक है ना। देन कम्स द कम्युनिकेशन, जो कि करती है मीडिया। तो बस उनका नेचर डिफरेंट हो सकता है, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है, बट दीज फंक्शंस, दीज इनपुट्स आर परफॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है हमें।
और फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा ऑफनली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कि जो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसने यूज़ करी थी इंडियन पॉलिटिकल कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए? तो रजनी कोठरी एंड मॉरिस जोन्स ने यूज़ किया था इस अप्रोच को इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे जो मेजर अप्रोचेस हैं और जो यूके एज वेल एज द यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका कुछ हद तक कंपैरिजन विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं विद द कॉन्सेप्ट्स। सो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक कवर होता है। आज इस वीडियो में हम आईआर के सभी थ्योरीज को कवर कर देंगे जो आपके सिलेबस में है। हर थ्योरी के बेसिक अजम्पशन, मेजर थिंकर, मेन कॉन्सेप्ट्स, मेन आर्ग्यूमेंट, सब कुछ समझेंगे। वो भी विद इन 1 घंटे के अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। थोड़े से मिनट्स इधर उधर होते हैं, आप संभाल लेना। इस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट लेकर चलूंगा। तो चलो शुरू कर। सबसे पहले समझते हैं आइडियलिज्म की थ्योरी को। आप आइडियलिज्म को अर्ली लिबरलिज्म की थ्योरी भी कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। आइडियलिज्म की थ्योरी कब इमर्ज होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इमर्ज होती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते हुए बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये इतने सारे लोग मारे जाते हैं, दुनिया में पहली बार इतनी किलिंग देखी जाती है, ये सबको हिला कर रख देती है। अब इसी के चलते हुए 2 बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और उनको जवाब देता है आइडियलिज्म। सवाल नंबर 1, वार क्यों होते हैं? और दूसरा, ऐसे वार को फ्यूचर में रोका कैसे जा सकता है? आइडियलिज्म कहता है 2 बड़े रीजन की वजह से वार होते हैं। पहला है कि ऑटोक्रेटिक नेशन में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ना होना। वहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए ऐसे नेशन वार में कूद जाते हैं और वार शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज है मिलिट्री अलायंसेस, खास करके सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस होते थे उस टाइम पर। तो ये क्या चीज़ है? ये दोनों चीज़ों को समझते हैं। कहते देखिए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी सर्बिया पे अटैक कर देते हैं। अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कम थे, इसलिए अटैक करना इजी था, सिटीजन का प्रेशर नहीं था, उन्होंने सर्बिया पे अटैक किया। अब रशिया ने सर्बिया के साथ एक मिलिट्री अलायंस कर रखा था कि अगर तेरे पे सर्बिया कोई अटैक करेगा तो मैं तेरी मदद करने आऊँगा। रशिया आ गया। फर्दर ब्रिटेन और फ्रांस ने रशिया के साथ ये वादा कर रखा था कि अगर रशिया वार में इन्वॉल्व होता है, या उस पर कोई अटैक करता है, तो हम आएंगे उसे बचाने। तो इस तरह से कितनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी और वर्ल्ड वार 1 छिड़ गया। तो अब आइडियलिज्म की थ्योरी ये सुझाव देती है, अगर वार को अवॉइड करना है तो ऑटोक्रेटिक नेशन में सबसे पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लेकर आने बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनल सिस्टम में एक रिफॉर्म लेकर आने जरूरी है कि किस तरह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो डील कर रहे हैं उसमें हमें कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे। अब आइडियलिज्म के मेजर थिंकर समझते हैं। सबसे पहला इसमें नाम आता है वुडरो विल्सन का। ये आइडियलिस्ट थॉट को उस टाइम पर पॉपुलराइज करते हैं। ये 1918 में जस्ट वार खत्म होने के बाद अपनी एक स्पीच देते, उसमें 14 पॉइंट्स रखते हैं कि जो लगता है उन्हें कि फॉलो करने चाहिए जिसकी वजह से वार रुक जाए। जिसमें कहते हैं कि सीक्रेट मिलिट्री अलायंसेस नहीं होने चाहिए, जिसमें कहते हैं ट्रेड को फ्रीली किया जाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, हथियार कम से कम रखने चाहिए, डिफेंसिव पर्पस के लिए रखने चाहिए, ऑफेंसिव के नहीं रखने चाहिए। ऐसे पॉइंट्स देते हैं। ऐसे एफर्ट्स की वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है 1920 में। नेक्स्ट थिंकर आते हैं नॉर्मन एंजल। ग्रेट इल्यूजन करके एक राइटिंग लिखते हैं 1909 में। अब ग्रेट इल्यूजन क्या है? ये कहते हैं इल्यूजन इस बात की है कि वॉर आपको कोई बेनिफिट दे सकता है। ये एक इल्यूजन है आपके लिए, किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं देने वाला, ये आपका भ्रम है। कहते हैं मॉडर्न टाइम्स में वार होगा, इंटरनेशनल कमर्स, ट्रेड जो कमर्स होगा, ठीक है, बिजनेस खराब होगा, कमर्स खराब होगा, डिसरप्ट होगा। और ऊपर से टेरिटरी को कॉन्क्वेस्ट करना, आप किसी की टेरिटरी को, ठीक है, हथियारना चाहते हो तो वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अफेयर है। आपके सिटीजन की जान जाती है, आपके बहुत सारे सोल्जर्स मरते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च होता है, तो क्यों करना चाहोगे? तो वार आपको कोई बेनिफिट देगा, ये एक इल्यूजन है। ये नॉर्मन एंजल कहते हैं। J.A. हॉब्सन एक और पैरामीटर लेकर आते हैं, कहते हैं वार हो रहे हैं इंपीरियलिज्म की वजह से। इंपीरियलिज्म क्योंकि दूसरी कंट्रीज के लोगों को सब्जुगेट करता है, ठीक है, उनको स्लेवरी की पोजीशन पर लेकर चला जाता है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, लूटना शुरू कर देता है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग भी तो रेजिस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो ये सोर्स बन जाता है ये इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का। इंपीरियलिज्म की वजह से वार होते हैं। अब आइडियलिज्म की थ्योरी में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म E.H. कार लेकर आते हैं। वो कहते हैं अपनी राइटिंग में 20 ईयर क्राइसिस, ये उनकी बुक का नाम है, 1939 में पब्लिश होती है। ये आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं आइडियलिज्म ने इस बात को ढंग से समझा ही नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कोऑपरेशन पे नहीं चलते भाई, वो चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा, इनएविटेबल है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते।
अब EH कार से हम पूछते हैं कन्फ्लिक्ट क्यों है भाई? वो कहते हैं कुछ कंट्रीज जो हैं दूसरी कंट्रीज से वेल ऑफ पोजीशन पे है, बेटर पोजीशन पे है। अब इसकी वजह से वो अपनी प्रिविलेज पोजीशन को डिफेंड करेंगे और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी ओर कंट्रीज है जिनके पास प्रिविलेज पोजीशन नहीं है, जिनको आप कह सकते हो हैव नॉट की कंट्री, जो अंडर प्रिविलेज है, अंडर डेवलप है, वो स्ट्रगल करेंगे अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो ये एक है जो चेंज नहीं करने देगी उनको कि वो उनकी बराबरी में आ जाए या उनसे आगे निकल जाए, और एक है जो आगे बढ़ना चाहती है, ग्रोथ चाहती है, उनसे आगे बढ़ना चाहती है। तो इस स्ट्रगल में होगा क्या? कहते हैं इस स्ट्रगल में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और डिज़ायर जन्म लेगी, जिससे कन्फ्लिक्ट्स जन्म लेंगे, जिससे वार जन्म लेंगे। तो इसलिए कहना कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे है गलत होगा, ये कन्फ्लिक्ट के बेस पे है। नेक्स्ट थ्योरी समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अभी रिसेंटली अपनी PhD रिसर्च प्रपोजल गाइडेंस सर्विस लॉन्च की है। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है कि कौन से टॉपिक पे काम करना चाहिए, प्रपोजल बिल्ड कैसे होता है, क्या जो आपने प्रपोजल लिखा है वो सही है या नहीं है, मॉक इंटरव्यूज़ में प्रपोजल को कैसे डिफेंड करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस सर्विस को एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं अब तक के सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहने वाली थ्योरी IR में रियलिज्म। रियलिज्म इमर्ज होता है 1930s और 40s में। रियलिज्म इमर्ज होता है आइडियलिज्म की थ्योरी को चैलेंज करने के लिए कि आइडियलिज्म ने अब तक जो भी बताया है वो इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से गलत है। वो कहते हैं आइडियलिज्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं। क्या क्या गलत वो देखते हैं आइडियलिज्म में? सबसे पहली चीज़ ये है कि कहते हैं IR में पावर स्ट्रगल का एक रोल होता है, पावर के लिए कंट्री स्ट्रगल करती है, ये आइडियलिज्म ने इग्नोर कर दिया। दूसरी चीज़ है IR में कोऑपरेशन जैसी चीज़ हमेशा रहेगी, इसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है आइडियलिज्म ने। ऐसा नहीं रहता है, कन्फ्लिक्ट्स भी रहते हैं, जरूरी नहीं कोऑपरेशन है। फिर तीसरी चीज़ आइडियलिज्म ने ये बिलीव कर ली है कि वार को रोका जा सकता है। वार को रोका नहीं गया क्योंकि आइडियलिज्म की थ्योरी के चलते हुए जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं 1920 से लेकर 40s के बीच में, चाहे वो लीग ऑफ नेशन था, वो वर्ल्ड वार 2 को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसलिए रियलिज्म की थ्योरी उसे चैलेंज करने को आती है और अब तक की सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थ्योरी भी रियलिज्म की रहती है। रियलिज्म की बेसिक अजम्पशन समझ लेंगे तो रियलिज्म की थ्योरी समझ आ जाएगी। रियलिज्म सबसे पहले ह्यूमन नेचर को देखते हैं पैसिमिस्टिक व्यू से कि ह्यूमन जो है सेल्फ इंटरेस्टेड है, ग्रीडी है, इनमें पावर की लस्ट होती है। दूसरी अजम्पशन ये कहते हैं कि IR नेसेसरली कन्फ्लिक्चुअल होते हैं, मतलब IR में कन्फ्लिक्ट्स रहने ही वाले हैं और ये कन्फ्लिक्ट्स जब हद से बढ़ जाते हैं तो इनको रिजॉल्व किया जाता है वॉर के जरिए। कंट्रीज़ जब से कंट्रीज़ बनी है यही करती आई है और जब तक कंट्री एग्जिस्ट करती है यही करती रहेगी, ये इनकी अजम्पशन है। ये रियलिज्म की थ्योरी नेशनल सिक्योरिटी और स्टेट सर्वाइवल को हाई वैल्यू देती है। वो कहती है कोई भी कंट्रीज जो है सबसे पहले अपना सर्वाइवल इंश्योर करती है, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करती है, इसी के बेसिस पे काम करती है। फोर्थ अजम्पशन ये कहते हैं स्टेट प्राइमरी एक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल अरीना में। बाकी इंडिविजुअल ले लो, IGO ले लो यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, NGOs ले लो, ये कहते हैं बहुत ही फार लेस इंपॉर्टेंट एक्टर्स है, इनका रोल ज़्यादा IR में नहीं रहता है। फिफ्थ अजम्पशन इनकी ये है कि इंटरनेशनल अरीना में अनार्की पाई जाती है। कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, तो वहाँ पर स्टेट इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। सिक्स्थ अजम्पशन ये है कि स्टेट अनइक्वल होती है पावर में। IR में ग्रेट पावर भी एग्जिस्ट करती है, स्मॉल पावर भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो IR की स्ट्रगल है कहते हैं ये ग्रेट पावर की ही आपस में लड़ाई है, इनकी ही स्ट्रगल है। स्मॉल और वीकर पावर जो हैं, जो छोटे मोटे देश हैं, उनकी कोई खास अहमियत IR में नहीं है, उनको ना पढ़ा जाता है, ना उनकी स्टडी खास की जाती है, उसको अहमियत भी नहीं दी जाती। अब रियलिज्म की टाइप्स और उनके थिंकर्स देखते हैं। क्लासिकल रियलिज्म सबसे पहले आता है और उसमें ये 4 थिंकर्स आते हैं जिनको हम आगे चलकर पढ़ने भी वाले हैं। फिर स्ट्रैटेजिकल रियलिज्म आता है, थॉमस शेलिंग इसमें आते हैं। नियो रियलिज्म आता है, केनेथ वाल्ट्ज और जॉन मेर्शाइमर आते हैं। ये सभी थिंकर्स और टाइप्स हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लासिकल रियलिज्म के मेजर थिंकर्स से, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है थ्यूसिडिडीज का। ये पेलोपोनेशियन वार पे अपनी बुक लिखते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। ये कंक्लूजन नतीजों पर पहुंचते हैं, कहते हैं स्टेट्स जो है उनके पास इक्वल पावर होती नहीं है, कैपेबिलिटी भी एक जैसी नहीं होती है, तो अपने सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो भी बनता है उन्हें करना चाहिए। अगर वो इस चीज़ पर बैठे हुए कि दूसरी स्टेट उन पर रहम करके उन पे अटैक नहीं करेगी क्योंकि वो छोटा देश है, कैपेबिलिटी में कम है, तो ये सही नहीं होगा, इससे नुकसान होगा अपना ही। तो ये चीज़ें कहते हैं, इसलिए कहते हैं रियलिटीज़ पर
आपको अडेप्ट करना होगा, नहीं तो डेंजर और डिस्ट्रक्शन जो है वो आपके सिर पे मंडरा रहा है, कभी भी मरमरा जाओगे। तो कदम ले लो, एक्शन ले लो, अवेयर रहो, चौकन्ने रहो। मैकियावेली आते हैं, प्रिंस लिखते हैं अपनी किताब और उसमें कहते हैं वर्ल्ड बहुत ही डेंजरस प्लेस है और यहाँ पर रूलर्स को दोनों ही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। लॉयंस की तरह बहादुरता भी दिखानी चाहिए, ब्रेवरी होनी चाहिए, और फॉक्सेस की तरह वो कनिंग चालाक भी होने चाहिए स्ट्रेटजी को लेकर अपनी, कि कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी स्टेट को और कैसे अगर कोई कन्फ्लिक्ट या वार होता है उसमें जीतना है। अपनी स्टेट के इंटरेस्ट को डिफेंड करना है और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है। हर चीज़ से बढ़कर सबसे पहले यही चीज़ें ज़रूरी है, कुछ भी नहीं सोचना, सबसे पहले ये इंश्योर करना है। और क्रिश्चियन एथिक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी चीज़ें काम नहीं आती, कि चोरी ना करो, डकैती ना डालो, किलिंग ना करो। कहते रूलर सब कुछ कर सकता है जब तक वो अपनी स्टेट के सर्वाइवल के लिए कर रहा है, सब कुछ करे, ये एथिक्स को वो बीच में ना लेकर आए। थॉमस हॉब्स की बात करते हैं, लेवियाथन बुक लिखते हैं, 1691 में पब्लिश होती है। यहाँ पर कहते हैं आईआर की अरीना में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसकी वजह से चलते हुए स्टेट ऑफ नेचर है। वहाँ पर स्टेट इंटरनेशनल अनार्की एस्केप नहीं कर सकती, इंटरनल अनार्की कर सकते हैं। यस, स्टेट के अंदर अनार्की है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सटर्नल अनार्की को आप फेस करते हो, वहाँ से आप बच निकल के नहीं आ सकते हो। तो इनका कंक्लूजन यही था हॉब्स का, क्योंकि इंटरनेशनल अनार्की में किसी तरह की वही वर्ल्ड गवर्नमेंट पाई नहीं जाती, परमानेंट पीस इसलिए आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर वार होते रहेंगे, टेम्परेरी पीस आता रहेगा एनार्की की वजह से। अब बात करते हैं हंस जे मॉर्गेंथो की। पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनकी फेमस बुक है, 1948 में आती है। इसमें ये कहते हैं ह्यूमन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, और ये बात करते हैं एनिमल्स डोमिनेंटली की। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन में यानी इंसानों में पावर के लिए लस्ट होती है, वो पावर को एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें कोई भी डोमिनेट ना कर सके। इसके लिए चलते हुए वो एक टेरिटरी को सिक्योर करते हैं, वहाँ पर ही वो स्टेट बनाते हैं, उसी स्टेट के सर्वाइवल के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, उसके इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं। और इंटरनेशनल लीना में जैसे बाकी रियलिस्ट थिंकर मानते हैं कि अनार्की एग्जिस्ट करती है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी कन्फ्लिक्ट आते हैं वो वार का जन्म ले लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंसेप्ट है 6 प्रिंसिपल्स, इन्होंने जो रियलिज्म के दिए हैं, कि रियलिज्म को समझने के लिए ये 6 प्रिंसिपल समझना जरूरी है। सबसे पहला ये कहते हैं पॉलिटिक्स जो है वो गवर्न होती हैं ऑब्जेक्टिव्स लॉ के द्वारा। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लॉ होते हैं, ऐसे कानून, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं इंटरनेशनल अरीना पर, अगर वो समझ लिया तो वो एक जगह पर भी वही अप्लाई होगी, दूसरी जगह पर भी वही लॉ अप्लाई होगा। और इंटरनेशनल रिलेशन की सभी थ्योरी यही लॉ पर बात कर रही है, इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करती है। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें कुछ नहीं है और सब कुछ है नेशनल इंटरेस्ट के बारे में। और किस नेशनल इंटरेस्ट के बारे में? वो नेशनल इंटरेस्ट जो कोई कंट्री प्रोटेक्ट करना चाहती है वो डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि कंट्री जितने अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती जाएगी वैसे वैसे उसके पावर भी बढ़ती जाएगी। नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका जो गोल है पावर को अचीव करना, स्ट्रगल फॉर पावर जो एक कंट्री का गोल रहा है वो उसको करती जाएगी। थर्ड प्रिंसिपल ये है पॉलिटिकल एथिक्स जो है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल से अलग होते हैं। यूनिवर्सली अगर कहा जाता है मारना गलत है, वॉर गलत है, लड़ना झगड़ना गलत है, कन्फ्लिक्ट गलत है, ठीक है, चोरी डकैती ये सब चीज़ें, छल कपट गलत है, ये कहते हैं ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल तो हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एथिक्स जो है जब काम करना है इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्री ने एक कंट्री के साथ तो ये सब कुछ जायज़ और सब कुछ कर सकते हैं वो। फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी नेशन जो है दूसरे नेशन पर अपनी एस्पिरेशन नहीं थोप सकता। अब एस्पिरेशन एक सिंपल मायने में ये कहना चाहते हैं कि अपनी मर्जियां नहीं मनवा सकता उससे कि तू ये कर तू वो कर, क्योंकि दूसरी कंट्री भी इंडिपेंडेंट है, सॉवरन कंट्री है, वो भी अपने हिसाब से चलेगी। फिफ्थ है ह्यूमन नेचर की पैसिमिस्टिक नॉलेज की बात करते हैं कि ह्यूमन जो है ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, लस्ट फॉर पावर होता है, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा भी सोच सकते हैं। तो ये पैसिमिस्टिक नॉलेज रियलिज्म बात करता है, हम पढ़ाएं। सिक्स्थ और लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि पॉलिटिक्स एक ऑटोनमस स्फीयर है,
कहने का मतलब इकोनॉमिक्स और दूसरे सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट काम करता है, इसके अपने रूल्स है, अपने लॉज है, अपने तौर तरीके हैं चीज़ों को देखने के, समझने के। सो पॉलिटिक्स को ऑटोनमस अफेयर की तरह ही समझना चाहिए। अब हम नियो रियलिज्म को समझते हैं, इसके बेसिक असम्पशन समझ लेंगे, ये समझ आ जाएगा। रियलिज्म की तरह ये भी मानते हैं इंटरनेशनल अरीना में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, अनार्की एग्जिस्ट करती है। ये कहते हैं स्ट्रक्चर इंटरनेशनल अरीना में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसी स्ट्रक्चर उस टाइम पर काम कर रही है, उससे ये पता चलेगा कि वहाँ के लीडर और एक्टर का बिहेवियर कैसा रहेगा। स्ट्रक्चर मतलब बाइपोलर स्ट्रक्चर थी, मल्टीपोलर थी, ऐसी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। ये कहते हैं स्टेट सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, रियलिज्म भी मानती है, ठीक है। और इसीलिए ऐसे जब सेल्फ इंटरेस्टेड है तो सब स्टेट ही सेल्फ इंटरेस्टेड होगी। अब सब स्टेट ही सेल्फ इंटरेस्टेड होगी, ये तो इसका मतलब ये है कि सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। सेल्फ हेल्प तक वो स्टेट को पुश कर देती है ऐसा बिहेवियर। सेल्फ हेल्प का मतलब है कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट, अपना सर्वाइवल खुद देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इंटरनेशनल अरीना में कोऑपरेशन की ज़्यादा उम्मीद ना रखो। ज़्यादा उम्मीद रखो तो कॉन्फ्लिक्ट्स की रखो। लोग सेल्फ हेल्प के चलते हुए कॉम्पिटिटिव सिस्टम में जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। स्टेट रैशनल एक्टर होते हैं, रियलिज्म भी यही कहता है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी इस तरह से डिफाइन की जाती है कि अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए और अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए। मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम जो अनार्की लेकर आती है वो है सर्वाइवल इंश्योर करना, भाई किसी तरह से बचना और खुद को बचाना अपने आप को, ठीक है। इसलिए सभी स्टेट दूसरी स्टेट को कैसे देखती हैं? एज ए पोटेंशियल एनिमीज देखती है, कि उन्हें लगता है एक डिस्ट्रस्ट है, अनार्की है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, कोई बचाने तो आने वाला नहीं है, सेल्फ हेल्प पर चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेट को वो एनिमीज, दुश्मन ही मानती है कि ये कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी देश अपनी सिक्योरिटी के लिए मान लो वेपन्स एक्वायर कर रहा है, दूसरी स्टेट को लगेगा कि ये कहीं मुझ पर इसी वेपन से अटैक ना कर दे, तो इंटरनेशनल अरीना में सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करता है। इसी सिचुएशन को सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। और जितनी इंटरनेशनल अरीना में पॉलिसीज बनती है, डिसीजन लिए जाते हैं, वो इसी सिक्योरिटी डिलेमा के चलते हुए लिए जा रहे हैं। न्यू रियलिज्म और रियलिज्म में क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं और सिमिलैरिटीज भी समझते हैं। पहले डिफरेंसेस देखते हैं। ह्यूमन नेचर न्यू रियलिज्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रियलिज्म के लिए है। एथिक्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड डिप्लोमेसी, यानी स्टेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, रूलर्स की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों पर न्यू रियलिज्म इतना फोकस नहीं करता है। स्ट्रक्चर डिटरमिन करती है लीडर कैसे एक्शन लेते हैं। स्ट्रक्चर रियलिज्म जिसे हम कहते हैं, जो कैनेथ वॉल्स का है, वो आगे चल के हम समझेंगे भी कैसे स्ट्रक्चर की बातें की जा रही है। तो रियलिज्म नहीं बात करता, नियो रियलिज्म स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। सिमिलैरिटी कहाँ पर? दोनों बिलीव करते हैं स्टेट इंपॉर्टेंट एक्टर है, दोनों ही बिलीव करते हैं अनार्की एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल सिस्टम में, और दोनों ही बिलीव करते हैं सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नियो रियलिज्म की टाइप की। तो इसमें सबसे पहली टाइप आती है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, फिर स्ट्रक्चर रियलिज्म, फिर ऑफेंसिव रियलिज्म और डिफेंसिव रियलिज्म। इन सबको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं थॉमस शेलिंग का आइडिया जो स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का है। इनकी बुक का नाम है द स्ट्रेटेजिक ऑफ कन्फ्लिक्ट, 1960 में आती है। ये कहते हैं लीडर जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, रैशनल एक्टर्स हैं, वो डिसीजन भी इस तरह से लेंगे, लॉजिकली होंगे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लेंगे, इस तरह से लेंगे जिसमें उनका मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सके, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं। दूसरी ये चीज़ ये कहते हैं, पावर को कंसेप्ट को इस तरह से समझते हैं, कहते हैं पावर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही ब्रूट फोर्स यूज़ की जाए। फोर्स अगर यूज़ कर ली जाए तो इसका मतलब है वो ब्रूट फोर्स है, आपने फाइनली अटैक कर ही दिया अपने एनिमी पे। और कहते हैं अगर उसी फोर्स को रिजर्व रख लिया जाए, उसी पावर को रिजर्व रख लिया जाए तो उसे कोरेशन कहेंगे। तो ये प्रेफर करते हैं थॉमस शेलिंग की कोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे आप स्टेट के बिहेवियर को किसी तरह से इन्फ्लुएंस कीजिए, बारगेन कीजिए, नेगोशिएशन कीजिए, डिप्लोमेसी कीजिए, इन सब चीज़ों पर कीजिए काम। थॉमस शेलिंग ये कहते हैं। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की बात करते हैं। कैनेथ वॉल्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बात करते हैं। इनकी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ही डोमिनेट करती है लीडर्स के एक्शन को, उनके डिसीजन को। अब ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रेट पावर जो है वो शेप करेगी कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। कोल्ड वॉर चल रहा था, दो ग्रेट पावर काम कर रही थी, यूएसए और यूएसएसआर। तब बाइपोलर स्ट्रक्चर काम कर रही थी। बाइपोलर का मतलब है यही दो कंट्रीज डोमिनेट कर रही थी और बाकी सारी कंट्रीज जहाँ तो यूएसए के साथ है या यूएसएसआर के साथ है, और कुछ थे जो कहते हैं हम दोनों के साथ नहीं है, लेकिन बाइपोलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही थी। अब कैनेथ वॉल्स कहते हैं जब बाइपोलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी ना, ये होता है स्टेबिलिटी का टाइम।
इस स्टेबिलिटी के टाइम पर फिर लीडर डिसीजन भी उसी हिसाब से लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीडर्स की चॉइसेस लिमिट है स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर डिपेंड करती है कि वो चॉइसेस कैसी रहेगी। तो बाइपोलर जैसे मैंने बताया वो स्टेबिलिटी की है, और मल्टीपोलर सिस्टम जो है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, लेस सिक्योर होती है। तो वहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो और तरह के लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म की। ये आइडिया किसने दिया है? जॉन मेर्शाइमर ने दिया है। किस बुक में दिया है? द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 में आती है, उसमें दिया। ये कहते हैं केनेथ वॉल्स का जो रियलिज्म है वो डिफेंसिव रियलिज्म है। किस तरह से? वो कहते हैं क्योंकि वॉल्स कहते हैं स्टेट उतनी ही पावर सिक्योर करना चाहते हैं जितनी उनको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, इससे ज़्यादा उन्हें पावर नहीं चाहिए। स्टेट उस पावर से बियॉन्ड नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर उनका सर्वाइवल इंश्योर हो जाए। जॉन मेर्शाइमर अपनी रियलिज्म को कहते हैं, मेरा जो रियलिज्म है वो है ऑफेंसिव रियलिज्म, क्योंकि ये कहते हैं कि केनेथ वॉल्स गलत है। किस मामले में? कहते स्टेट जो है खास करके ग्रेट पावर, वो एक कोट याद रखना, और ऑलवेज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू गेन पावर ओवर देयर राइवल्स। अब इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा इस ताक में रहते हैं, ग्रेट पावर्स जो है इस ताक में रहते हैं कि अपने राइवल्स पर कैसे पावर गेन की जाए विद हेजेमनी एज देयर फाइनल गोल। तो सर्वाइवल उनका गोल नहीं है, उनका गोल है हेजेमनी होना। हेजेमनी उनका गोल है, हेजेमनी को अचीव करना, पूरी दुनिया पर काबज होने की कोशिश करना, हर कंट्री को डोमिनेट करना, हेजेमनी तक पहुंचना, ये उनका गोल है। इसलिए स्टेट ऑफेंसिव होने के लिए ही करेगी जो भी करेगी, ना कि डिफेंसिव पर्पस से डिसीजन लेगी। यही डिफरेंस है मोटा मोटी इन दोनों में। तो अगर आपको आईआर की थ्योरीज पसंद आ रही है तो आप आईआर के फुल कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हो, हमारे जो वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। इसमें 40+ वीडियो लेक्चर मिलेंगे, अप टू डेट करंट अफेयर्स हमारे होते रहते हैं, 6 मंथली हम करंट अफेयर्स भी इसमें अपडेट करते रहते हैं। पीडीएफ मिलेंगे सारे टॉपिक्स के आपको, और इसमें MCQ भी मिल जाएंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए 200 से भी ज़्यादा, और इसमें PYQ भी मिल जाएंगे UGC नेट एग्जाम के। और साथ में हमारी ई बुक्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन, एक मेन बुक है और एक MCQ बुकलेट है, दोनों आपको इसके साथ कोर्स में फ्री मिलेंगे। इसको एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को समझते हैं, बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज ये कहते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट करती है, एक ही सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको वो कहते हैं ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसी के चलते हुए सारा ग्लोब इन्फ्लुएंस हो रखा है इसी सिस्टम से। अब ये सिस्टम ऐसा है, कहते हैं इसमें इस सिस्टम में डोमिनेंट नेशन और रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को ज़्यादा एडवांस किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। क्लास ये कहते हैं मेन एक्टर्स है, स्टेट, MNCs और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर्स नहीं है आईआर में, क्योंकि ये सभी लोग काम करते हैं क्लास इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो क्लास मेन एक्टर हो गया। अब किन क्लास की बात कर रहे हैं? वो क्लास जिनके पास है हैव्स की क्लास, और वो क्लास जिनके पास नहीं है हैव्स नॉट की क्लास। तो ये यहाँ पर हैव वाली क्लास का प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यही रूलिंग क्लास है, यही डोमिनेट क्लास है जिनके पास प्रिविलेज पोजीशन होती है। ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो कहते हैं डिवाइड कर रखा है पूरे वर्ल्ड को कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी में। इसको आगे चल के हम समझेंगे इस आइडिया को भी। इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन काम करता है, पावर और इंटरेस्ट ही काम नहीं करता। जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वैसा वैसा सिस्टम बनता जाएगा। डोमिनेंट क्लासेस जो है वो फोर्स को यूज भी करती है और कल्चरल हेजेमनी को भी अपनी यूज करती है, ताकि अपनी जो आइडियोलॉजीज है, अपनी जो विचारधारा है वो ग्लोबली किसी तरह मेन स्ट्रीम बन सके, लॉन्च की जा सके। इसको भी जाकर आगे हम समझेंगे कैसे। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती है? एम्पिरियलिज्म की थ्योरी, डिपेंडेंसी की थ्योरी, ग्रामेशियनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी। ये चारों हम समझने वाले हैं अब एक एक करके। सबसे पहले एम्पिरियलिज्म समझते हैं। इसमें नाम आता है लियोन ट्रॉट्स्की का। ये आइडिया देते हैं कंबाइंड और अनइवन डेवलपमेंट का। ये कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में कंबाइंड डेवलपमेंट होती है क्योंकि सारी कंट्रीज की डेवलपमेंट होती है, लेकिन कहते हैं ये डेवलपमेंट अनइवन होती है क्योंकि सभी कंट्रीज की जो डेवलपमेंट हो रही है सेम रेट्स पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। कोई बहुत जल्दी से डेवलप हो रहा है, कोई बहुत डिले हो रहा है किसी की डेवलपमेंट में। इसलिए ये कहते हैं आईआर में इसी सब चीज़ों की वजह से कन्फ्लिक्ट्स बने रहेंगे और इक्वालिटी नहीं आ सकेगी। रोजा लग्जमबर्ग किसकी बात करते हैं? अकोमोडेशन ऑफ कैपिटल में बात करते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे जीवित रहता है? वो जीवित रहता है प्री कैपिटलिस्ट रिलेशन की वजह से। प्री कैपिटलिस्ट का मतलब है वो सोसाइटीज़ जहाँ पर उन्हें चीप लेबर और चीप मार्केट मिल जाती है। एडवांस्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो होती है वो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को एक्सप्लॉइट करती है अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। यानी वो सोसाइटीज़ जहाँ पर अभी कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया, वो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ आ जाती हैं या गरीब देश आ जाते हैं, अंडर डेवलप्ड देश आ जाते हैं।
व्लादिमीर लेनिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं अपनी बुक हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में कि कैपिटलिज्म जो है मोनोपोली स्टेज पे पहुंच चुका है और इसके चलते हुए कोर और पेरिफेरी स्ट्रक्चर इमर्ज हो की है। कोर जो है वो डेवलप्ड कंट्री है और पेरिफेरी जो है लेस डेवलप्ड कंट्री है। कोर जो है वो लूट रही है पेरिफेरी को, डेवलप्ड जो है लेस डेवलप्ड को लूट रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्कर्स रेवोल्यूशन नहीं लेकर आ पाएंगे, यूनाइट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा बन गया है, कोर लूट लूट कर अपनी लोकल कंडीशन को इम्प्रूव करता जा रहा है। कोर पेरिफेरी को लूट लूट कर अपनी लोकल कंडीशन को इम्प्रूव करता जा रहा है। जैसे जैसे लोकल कंडीशन उस देश की इम्प्रूव होती जा रही है, वर्कर्स को रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, उन्हें कुछ लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत चल रहा है। अब हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं। इसमें पहला नाम आता है इमैनुअल वेलस्टेन का, जिनकी बुक का नाम है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैपिटलिज्म हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुआ। ये कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम इमर्ज हुआ था 16th सेंचुरी यूरोप में और ये कैपिटलिज्म ड्रिवन था। और चलते चलते आज के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि हमें देखने को मिलती हैं 3 स्ट्रक्चर। एक है कोर यानी रिच और इंडस्ट्रियलाइज नेशन, एक है पेरिफेरी जिसमें पुअर और रॉ मटेरियल बेस्ड है, एक है सेमी पेरिफेरी जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कोर क्या करते हैं, जो एडवांस कंट्री होती है वो पेरिफेरी से रॉ मटेरियल मंगाती है, वहाँ की चीप लेबर को यूज़ करती है और अपनी कंट्रीज़ में रिफाइंड प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंट्रीज़ में सेल करती है। और सेमी पेरिफेरी कंट्री का ये काम होता है, ये सिस्टम को स्टेबलाइज करती है। कोर की बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अपनी कंट्रीज़ में ये होस्ट करती है। सेमी पेरिफेरी में आप एक टाइम पर इंडिया और चाइना की भी एग्जांपल ले सकते थे, ये भी पहले एग्जिस्ट करती थी। और आप पेरिफेरी में ले सकते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, और कोर में आप ले सकते हो जैसे कुछ यूरोप के देश हो गए और यूएसए जैसी कंट्रीज़ हो गई या यूके जैसी कंट्री होगी। तो वेलेस्टिन आर्ग्यू करते हैं कोल्ड वॉर के बाद ये सिस्टम जो है एंड फेस में चल रहा है, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। डिपेंडेंसी थ्योरी में एक और नाम आता है आंद्रे गुनर फ्रैंक का। इनकी बुक का नाम है द अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट, 1974 में आती है। ये कहते हैं कोई कंट्री डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसके कुछ इंटरनल बैरियर्स हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी बातें करती है। तो ये कहते हैं ये इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही क्योंकि वेस्ट ने सिस्टमेटिकली ऐसी कंट्रीज़ को अंडर डेवलप कर रखा है, इनको इस तरह ही रखा हुआ है कि ये डिपेंडेंसी की स्टेट में रहती है, उन पे डिपेंड ही रहते हैं, इसीलिए डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं ऐसी थ्योरीज को। और वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये मानते हैं कोर और पेरिफेरी नेशन एग्जिस्ट करते हैं। सेमी पेरिफेरी इमैनुअल वेलस्टन कहते थे ये सेमी पेरिफेरी की बात नहीं करते, ये कोर और पेरिफेरी की ही बात करते हैं। तो कोर पेरिफेरी को लूटते हैं जैसे हमने बताया, और लूटते भी किस बेसिस पे है, अपनी इकोनॉमिक सुपरियॉरिटी की वजह से और मिलिट्री पावर की सुपरियॉरिटी की वजह से उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं ग्रामेशियनिज्म की। ये रॉबर्ट कॉक्स की थ्योरी है। इनका फेमस ऐसे है सोशल फोर्सेस स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड आईआर थ्योरी, 1981 में पब्लिश होता है। ये कहते हैं थ्योरी हमेशा किसी पर्पस के लिए होती है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। बहुत फेमस कोट है, बार बार पूछा जाता है। थ्योरी कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, वैल्यू फ्री नहीं होती है, इसमें किसी ना किसी की अपनी इंटेंशन और वैल्यू साथ में जुड़ी होती है। अब ये कहते हैं रियलिज्म की जो थ्योरी है ना वो डेवलप्ड स्टेट को प्रमोट करती है। ये प्रमोट करती है जो एग्जिस्टिंग ग्रेट पावर है उनका स्टेटस क्यो बना रहे। तो किस तरह से ये बातें करती हैं आप ध्यान से समझेंगे, उनकी इंटेंशन आपको समझ आ जाएगी। ये कहते हैं डोमिनेंट पावर जो होती है वो वर्ल्ड को इस तरह से शेप करते हैं ताकि हमेशा उनके ही इंटरेस्ट प्रमोट हो, और ये फोर्स को लेकर यूज़ नहीं करते, अपनी बातें नहीं मनवाते, ये हेजेमनी को यूज़ करते हैं। हेजेमनी मतलब उनका कंसेंट भी ले लेते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं यूएसए और यूके ने एक हेजेमनिक आइडिया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए वर्ल्ड में। फ्री ट्रेड से अल्टीमेटली बेनिफिट यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज़ को ही होना है, लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री को इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इस तरह से अपनी हेजेमनी को जो है प्रमोट करते आ रहे। क्रिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ने ये डेवलप की है क्रिटिकल थ्योरी। इसमें हर्बर्ट मार्क्यूस, ओगन हर्बरमास, एंड्रयू लिंकलेटर जैसे थिंकर आते हैं। क्रिटिकल थ्योरी ज़्यादा फोकस करती है सुपर स्ट्रक्चर पर, बाकी मार्क्सिज्म अगर बेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, ये सुपर स्ट्रक्चर मॉडल पर ध्यान देते हैं, कल्चर पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, फैमिली पर, यानी ये इकोनॉमिक्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते जितना इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। और ये कहते हैं प्रोलेटेरियत रेवोल्यूशन जो मार्क्सिज्म बातें करता था वो अब्जॉर्ब हो चुकी है मेन स्ट्रीम सिस्टम में। किसकी वजह से अब्जॉर्ब हो चुकी है? मार्क्यूस कहते हैं वन डिमेंशनल सोसाइटी बनती जा रही है। अब वैसे लोग नहीं रहे हैं, क्रिटिकली सिस्टम को नहीं देखते। कंज्यूमरिज्म का दौर चल रहा है, एक ही आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करने लगे हैं,
एक ही तरह की चीज़ें करने लगे, एक ही सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही डेवलप होते जा रहे हैं, तो इसलिए वन डिमेंशनल बनती जा रही है सोसाइटी। प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन के अब चांसेस कम हो गए। क्रिटिकल थ्योरी इमेंसिपेशन पे फोकस करती है, मोर इक्वल एंड जस्ट वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है, नेचर के साथ रिकनसाइल होना चाहिए। रेडिकल डेमोक्रेसी की हबरमास बात करते हैं कि जितनी वाइडेस्ट पार्टिसिपेशन लोगों की पॉसिबल हो सके पॉलिटिकल एक्टिविटी में, उतनी ज़्यादा पॉसिबल होनी चाहिए, अक्रॉस द बॉर्डर्स होनी चाहिए। एंड्रयू लिंकलेटर कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक बेस्ट एग्जांपल है इमेंसिपेटरी सिस्टम की, उसने करीबी इन सब चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की है। नियो लिबरलिज्म को समझते हैं, बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी अजम्पशन ये है, ये आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मोस्ट एरियाज ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी के सभी एस्पेक्ट में प्रोग्रेस होती है, और जैसे जैसे कंट्रीज़ में मॉडर्नाइजेशन होती रहेगी वैसे वैसे उनकी कोऑपरेशन भी बढ़ती जाएगी। प्रोग्रेस का मीनिंग यहाँ पर क्या है? प्रोग्रेस का मीनिंग यहाँ पर ये है बेटर लाइफ। किन के लिए? मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। तो लिबरलिज्म ऐसा ही ख्वाब देखते हैं। वो कहते हैं इंसान जो है वो रैशनल होते हैं, रीज़न अप्लाई करते हैं जब इंटरनेशनल अफेयर पर, वो कोऑपरेशन ही करेंगे जब उन्हें दिखाई देगा कि कोऑपरेशन से ही तो ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं, वार से कम हो रहे हैं, तो ये रीज़न अप्लाई करने पर इसलिए वो कोऑपरेशन चूज़ करेंगे। इसी के बेसिस पे सारी नियो लिबरलिज्म थ्योरी डेवलप होती है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन। नियो लिबरलिज्म की कौन कौन सी टाइप्स है? सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म आता है, इंटरडिपेंडेंस आता है, इंस्टीट्यूशनल आता है, रिपब्लिकन लिबरलिज्म आता है। इन सबको हमने एक एक करके समझना है। सबसे पहले सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं। इनके की आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये रियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट टू स्टेट रिलेशन नहीं होता, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें होता है ट्रांसनेशनल रिलेशन होते हैं, लोगों के, ग्रुप्स के, ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी तो रिलेशन चल रहे हैं, इनको क्यों हम इग्नोर करें? चाहे रियलिज्म कहता है कि ये लेस इंपॉर्टेंट एक्टर है, लेकिन इनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो रिलेशंस होते हैं, ऐसे ट्रांसनेशनल रिलेशन जो होते हैं लोगों के, ग्रुप्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, ये ग्लोबल इवेंट्स को इम्पैक्ट करता है, इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कहते हैं स्टेट टू स्टेट रिलेशन जो होते हैं वो चाहे कोऑपरेटिव ना हो, पीपल टू पीपल, ग्रुप टू ग्रुप रिलेशन जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, वो पीसफुल होते हैं, स्टेट से भी बढ़कर होते हैं। कार्ल ड्वेश सबसे पहले इसमें मेन थिंकर आते हैं, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नॉर्थ अटलांटिक, 1957 में होती है। ये कहते हैं ट्रांसनेशनल टाइज जितने होंगे, सिक्योरिटी कम्युनिटी हमें देखने को मिलेगी। ये सिक्योरिटी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करते हैं, जैसे हमने देखा है नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ में, जिसे हम नेटो कहते हैं, तो उनमें कभी भी वॉर नहीं होता है, उनमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पीसफुली रिजॉल्व हो जाते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी कब बनती है? कहते हैं 4 कंडीशंस उसके लिए सेटिस्फाइड करनी जरूरी है। कम्युनिकेशन इंक्रीज करनी जरूरी है, मोबिलिटी होना जरूरी है, इकोनॉमिक टाइज यानी आर्थिक संबंध अच्छे होने चाहिए कंट्रीज़ में, और म्यूचुअल ह्यूमन ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ह्यूमन टू ह्यूमन भी उनके रिलेशन जो है वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए। जेम्स रुजनो इसमें बाद में आते हैं। स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस 1980 में पब्लिश होती है बुक, और वो उसमें सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म के आइडिया देते हैं। वो देखते हैं कि ट्रांसनेशनल नेटवर्क जो होते हैं वो पीसफुल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। वो सबसे पहले कहते हैं स्टेट सेंट्रिक पावर इंटरनेशनल रिलेशन में एग्जिस्ट करती है, स्टेट एग्जिस्ट करती है, और स्टेट के चलते चलते रिलेशन बनते हैं जब दूसरे स्टेट के, तो वहाँ पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स भी कनेक्ट होने लगते हैं। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ संबंध बना रही है तो सिर्फ लीडर्स के संबंध नहीं बढ़ रहे, उन लोगों के भी बन रहे हैं, वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो ग्रुप होंगे, उनके संबंध भी बन रहे हैं। अब ये कहते हैं उनके संबंध जब बनने शुरू हो जाते हैं तो आपकी लॉयल्टी सेंटर जो है वो शिफ्ट होने लगती है। आप सिर्फ अपने नेशन को लेकर लॉयल नहीं रह रहे हो, आप थोड़ा बड़ा सोच रहे हो, बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचने लगते हो। तो आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके नेशन के साथ जुड़ी नहीं हुई, आप इंडियंस हो, आप अमेरिकन हो, ठीक है, आप ब्रिटिश हो, आप और ज़्यादा बढ़कर सोचने लगते हो जब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व होने लगते। तो यही जो ओवरलैपिंग कॉस्मोपॉलिटियन आइडेंटिटीज़ आपकी बनती है, जब आप ज़्यादा बड़ा सोचने लगते हो, ग्लोबल लेवल पर सोचने लगते हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते जाते हैं, वायलेंस कम होती जाती है। ये मेन आइडिया है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का। फिर इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म आता है। इनके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? 1950 से ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ अब इस तरह से ग्रो हो गई है, और वो ग्रो होती होती एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होगी, डिपेंड होगी एक दूसरे पर। अब उनको इस तरह से डिपेंड होगी तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो प्रायोरिटाइज करते हैं। मिलिट्री एक्सपेंशन को इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हमने देखा था। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लगी है। जापान और जर्मनी जैसी कंट्री जो वर्ल्ड वॉर में एक टाइम पे इन्वॉल्व रहती थी, वो आजकल मिलिट्री पर बिल्कुल ध्यान ना देकर वो सिर्फ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी पर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करने लगी है। तो वार जो है वो कहते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कंट्रीज ज़्यादा
मैच्योर हो गई हैं, प्रिविलेज हो गई है, डेवलप्ड हो गई हैं, वो वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब लेस डेवलप्ड कंट्री में वार इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि अभी भी वहाँ पर लैंड को हाईली वैल्यू रिगार्ड्स किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ से ही वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ से तेल निकल रहा है, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ अभी चलती रहेगी। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री होगी उनके लिए लैंड से भी बढ़कर कुछ और चीज़ें होगी, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए उनके लिए। तो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म जो है ऐसी चीज़ों की बातें करता है। डेविड मित्रानी आते हैं, कौन सी इन्होंने थ्योरी दी है? फंक्शनलिस्ट थ्योरी दी है। ये कहते हैं इंटरडिपेंडेंस से कोलैबोरेशन तो होती है, और सबसे बड़ा इनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट ज़्यादा काम करते हैं इंटरनेशनल एरिना में, पॉलिटिशियंस नहीं करते। तो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, फाइनेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में। पॉलिटिशियन नहीं करते, तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बहुत महत्ता रखी जाती है। ये कहते हैं सिटीजन जो है अपनी लॉयल्टी को हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लोग हैं तो वो ज़्यादा EU पर अपनी लॉयल्टी रखते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं फिर प्रमोट होती है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, यहाँ पर पीस जो है लॉन्ग लास्टिंग बनता है, ऐसे बनता है। अर्नेस्ट हास आते हैं, वो देते हैं नियो फंक्शनलिस्ट थ्योरी। वो क्या कहते हैं? कहते हैं वो डेविड मित्रानी के साथ एग्री नहीं करते हैं, कहते हैं टेक्निकल मैटर को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये कहते हैं इंटीग्रेशन तब होती है जब पॉलिटिकल एलीट्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो कोऑपरेट करते हैं, अपनी लॉयल्टीज़ को न्यू सेंटर की तरफ शिफ्ट करते हैं। जैसे कोई जर्मनी, इटली, स्पेन के लीडर्स थे, वो अब अपनी लॉयल्टी को यूरोपियन यूनियन के साथ जोड़कर देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑक्योर होनी शुरू हो जाती है। अब वो कहते हैं जब इंटीग्रेशन एक स्पिल ओवर की तरह काम करती है, मान लो किसी ट्रेड पे किसी ने कोऑपरेशन की, किसी कंट्री ने, अब ट्रेड तक वो सीमित नहीं रहेंगे, वो आगे जाएंगे, वो हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और बहुत सारी चीज़ों पर कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे। स्पिल ओवर इफेक्ट है, फैलता जाएगा ये कोऑपरेशन, बढ़ता जाएगा ये कोऑपरेशन। अब इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग आती है रॉबर्ट क्योहन और जोसेफ नाइक की, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। 1977 में ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। ये कहते हैं स्टेट लीडर्स नहीं काम करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ब्रांचेस काम करती है, डिफरेंट एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेट के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो ट्रांसनेशनल रिलेशन है ये इंडिविजुअल्स में और ग्रुप्स में पाए जाते हैं आउटसाइड द स्टेट, जो बेसिकली हमने पीछे आइडिया पढ़ा है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म में, कुछ मिलता जुलता ही आइडिया। लेकिन एक चीज़ जो नई कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये कहते हैं लॉ पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी लॉ पॉलिटिक्स जो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। हाई पॉलिटिक्स पे इतना फोकस नहीं है। हाई पॉलिटिक्स होती थी सिक्योरिटी और सर्वाइवल वाली, जो रियलिज्म बात करता था। अब कहते उसमें फोकस नहीं कर रही है कंट्रीज, लो पॉलिटिक्स यानी इकोनॉमिक्स और सोशल अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। मिलिट्री फोर्सेस अब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही है जितना नेगोशिएटिंग स्किल्स काम करने लगे हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल वर्ल्ड में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव माहौल जो है ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस बन रखी है। अगर वार होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे तो सबको नुकसान होने वाला है, एक दूसरे पर डिपेंड करने लगे हैं कंट्रीज़। तो ये बेसिकली आइडिया है। अब इंस्टीट्यूशनल और रिपब्लिकन लिबरलिज्म को समझते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल समझते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्टेट से इंडिपेंडेंट होते हैं, कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं, स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है? यूरोपियन यूनियन हो गया, UN हो गया, NATO हो गया, ऐसे हो गया। ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरनेशनल लीना में और ये काम करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए काम करते हैं। ये रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं। कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्योंकि रियलिज्म का एक थीसिस था, वो कहते हैं कोल्ड वार में स्टेबिलिटी है, बाइपोलर वर्ल्ड है, कोल्ड वार ख़त्म होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगा, स्टेबिलिटी चली जाएगी। लेकिन ये कहते हैं वो स्टेबिलिटी ऐसी कभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ भी ऐसे कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि सब कंट्रीज आपस में झगड़ने लगी, लड़ने लगी, लड़ाइयाँ चलने लगी है। इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे जिन्होंने अनार्की के इफ़ेक्ट को कम किया, कन्फ्लिक्ट्स कम किए, इसलिए वार भी ज़्यादा नहीं हुए। तो इंस्टीट्यूशन कैसे कन्फ्लिक्ट कम करते थे? ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से डर जो है कम हो जाता है। एक फॉरम और एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देते हैं जिसकी चलते हुए स्टेट्स में नेगोशिएशन होती है। फिर रिपब्लिकन लिबरलिज्म आता है, उसमें कांत एक आइडिया देते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी कभी भी फाइट नहीं करती है आपस में और ना ही वो वार में इन्वॉल्व होती है। अगर दुनिया में वार हुई है वो लिबरल डेमोक्रेसी वार कर रही है अथॉरिटेरियन कंट्री के साथ, ऑटोक्रेटिक नेशन के साथ। लिबरल डेमोक्रेसीज की आपस में वार नहीं होती है। इसी आइडिया को वो परपेचुअल पीस का आइडिया कहते हैं। माइकल ड्वेल खुद भी रिपब्लिकन लिबरलिज्म में आते हैं, तो वो कहते हैं 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये वॉर में नहीं इन्वॉल्व होती या आपस में लड़ती। सिटीजन का कंट्रोल गवर्नमेंट पे बेटर होता है, एक जैसे मॉरल वैल्यूज़ को ये शेयर करते हैं, कॉमन होती है, इकोनॉमिक टाइज इनमें जो है आर्थिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं, तो इसकी वजह से ये वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते।
शेयर्ड वैल्यूज़ की वजह से, एक जैसी सोच रखने की वजह से पैसिफिक इनकी यूनियन बनती है, इनकी वजह से कन्फ्लिक्ट कम होते हैं। और दूसरी चीज़ें इनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से स्पिरिट ऑफ कॉमर्स पर ये काम करते हैं। कांत का आइडिया है स्पिरिट ऑफ कॉमर्स का, तो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा काम करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो इसकी वजह से इनमें ऐसी डेमोक्रेसीज़ में पीस की संभावनाएं बड़ी रखती है, क्योंकि पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉमर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉमर्स डिस्टर्ब हो जाएगा तो इनका नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान ये झेलना नहीं चाहते। अब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को समझते हैं, बेसिक अजम्पशन से शुरू करते हैं। पहला, कंस्ट्रक्टिविज्म टर्म कॉइन की जाती है निकोलस ऑनफ के द्वारा। कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस करता है आइडियाज़ और बिलीफ कैसे काम करते हैं आईआर में। अब जैसे ये कहते हैं आइडियाज़ जो है उसकी वजह से कुछ एक्शन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मटेरियल फैक्ट्स जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इस चीज़ से ज़्यादा कि आप थ्रेट को कैसे देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब यूएस को एग्जांपल ले लो कि यूके के पास 500 न्यूक्लियर वेपन है, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 5 न्यूक्लियर वेपन है। यूके क्योंकि दोस्त है और नॉर्थ कोरिया दोस्त नहीं है, तो यूएस को सबसे ज़्यादा डर किससे है? उसके 5 न्यूक्लियर वेपन से डर है भाई, नॉर्थ कोरिया के। तो ये कह रहे हैं मटेरियल फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके पास कितने हथियार है, उसको देखा कैसे जा रहा है उस कंट्री को, परसेप्शन ऑफ थ्रेट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइडियाज़ देखा एक्शंस को कैसे शेप करते हैं। तो कहते हैं एक्टर्स जो है वो स्ट्रक्चर्स को रीशेप भी कर सकते हैं सोशल विल के जरिए। ये जो आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर की वजह से ही आप एक्शन लेते हो, जैसे नियो रियलिज्म की थ्योरी में पढ़ा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं नहीं, हम शेप कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। तो ये कहते हैं, जैसे नियो रियलिस्ट कहते हैं कि आइडेंटिटीज़ और इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू कहते हैं कि नहीं, वो इंटरेक्शन ड्रिवन होते हैं। आप कैसे दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उसको एनिमी कंट्री देख रहे हो, उसको फ्रेंडली कंट्री देख रहे हो, उससे आपको किसी तरह का थ्रेट महसूस होता है या नहीं होता, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह से उसकी आइडेंटिटी को देखोगे, उसके अपने इंटरेस्ट को देखोगे। तो इंटरेक्शन क्या हो गया, कंट्रीज़ में क्या करेंगे, ये आइडेंटिटीज और इंटरेस्ट ओवर द टाइम पीरियड जो है इवॉल्व होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे। इसमें की थिंकर कौन से आते हैं? अलेक्जेंडर वेन आते हैं, मैनुअल एडलर आते हैं, मार्था फाइनमोर आते हैं, टेड हॉफ आते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे पहले थिंकर आते हैं अलेक्जेंडर वेन। इनकी बुक का नाम है एनार्कीज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, 1992 में पब्लिश होती है। ये नियो रियलिज्म को इसमें क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने जो अनार्की का व्यू दिया है वो सही नहीं है। कहते हैं अनार्की डिपेंड करती है स्टेट कैसे इंटरेक्ट करती है, ना कि अनार्की एक स्ट्रक्चर ही ऐसी बना देती है, स्टेट को वैसे ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अब कहते हैं देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम पर भी अनार्की थी, यूएसए यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे। कोल्ड वॉर ख़त्म जब हुआ, वो किस तरह से ख़त्म हुआ, तब भी अनार्की थी। अब यूएसए जो है और रशिया के साथ क्या वैसे ही झगड़ रहा है, क्या वैसे ही इन्वॉल्व है? नहीं, वो अब इस तरह से वो नहीं देखता। उन्होंने परसेप्शन चेंज की, उन्होंने डील की, नेगोशिएशन की, कोऑपरेशन की, ये सारी चीज़ें की ना, तो अनार्की में कोऑपरेशन पॉसिबल हो सकती है। यही वेन का मेन आर्ग्यूमेंट है। वेन कहते हैं 3 तरह के अनार्की के कल्चर इंटरनेशनल रिलेशन में अब तक हमें देखने को मिले हैं। एक होता है हॉब्सियन कल्चर अनार्की का, जिसमें स्टेट एक दूसरे को एनिमीज देख रहे हैं, उनके जो सर्वाइवल है डिपेंड यही कर रहा है कि वॉर में जीतेगा कौन, क्योंकि जो हॉब्सियन कल्चर ऑफ अनार्की है उसमें वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे में वॉर में इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो यहाँ पर सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। लोकियन कल्चर ऑफ एनार्की भी एग्जिस्ट करता है। स्टेट एक दूसरे को एनिमी की नज़र से देखते हैं, बट वो रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के राइट को, उनकी सॉवरेनिटी को, जैसे पोस्ट वेस्टफैलियन ट्रीटी के बाद हमें देखने को मिलता है, 1648 में साइन की जाती है। फिर कांतियन कल्चर भी होता है, वो कहता है स्टेट है ही नहीं दुश्मन, स्टेट फ्रेंड्स है, वो डिस्प्यूट पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेट्स कोई आता है तो डिफेंड कर सकते हैं एक दूसरे को उस थ्रेट के अगेंस्ट मिलकर। अनार्की कोऑपरेशन को अलाउ करती है, अनार्की में कोऑपरेशन पॉसिबल है, ये अलेक्जेंडर वेन का कंक्लूजन है। और मिलिट्री पावर का होना मतलब ये नहीं है कि आप में दुश्मनी बढ़ जाएगी कंट्री में, आर्म रेसेस में इन्वॉल्व हो जाओगे। मिलिट्री पावर डिफेंसिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज़ जो है वो दुश्मन बन जाएंगी। एक और थिंकर इसमें आते हैं मार्था फाइनमोर, वो नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सोसाइटी में वर्क लिखते हैं। वो कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी में नॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये नॉर्म्स कौन बनाता है, कौन शेप करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट को टीच करती है कि उनके इंटरेस्ट कैसे होने चाहिए, उनको कैसे काम करना चाहिए। जैसे यूनेस्को बताता है कि साइंस ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, रेड क्रॉस बताता है कि वॉर के टाइम पर अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक डेवलप कंट्री को बताता है, डेवलपिंग कंट्री को, कि आपने पॉवर्टी से कैसे उभरना है, निकलना है, एलिवेट कैसे करनी है अपनी पोजीशन को। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
स्टेट को बताती है क्या करना और ये नॉर्म्स इस्टेब्लिश करती है। अब हम समझते हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी को। इस थ्योरी को प्रमोट करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है? फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में जगह है। 1923 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च इस्टेब्लिश करता है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो मार्क्सिस्ट थ्योरी से इन्फ्लुएंस होते हैं। नाजिज्म के टाइम इस इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट करके यूएसए में लेकर जाया जाता है 1930s में, और 1950s में इसको फ्रैंकफर्ट में री इस्टेब्लिश किया जाता है। 1969 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसके जो फर्स्ट जनरेशन थिंकर रहते हैं थियोडर अडॉर्नो रहते हैं, मैक्स हॉर्काइमर, हर्बर्ट मार्क्यूस रहते हैं। सेकंड जनरेशन थिंकर में उगर हबरमास का नाम आता है। और क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके मेन थिंकर रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर रहते हैं। अब इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है वो समझ लेते हैं। क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं नॉलेज और पॉलिटिक्स में लिंक एक बनता है, और इसलिए हमें ये देखना चाहिए कौन सी थ्योरी किस इंटरेस्ट और किस वैल्यू को प्रमोट कर रही है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मानते हैं थ्योरी वैल्यू फ्री नहीं होती है। ये एमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स को लेकर कमिटमेंट देती है। ये थ्योरी ये बात करती है कि कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, इनजस्टिस हो रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम की बात करने की काम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल कम्युनिटी की ये बात करती है, कहते हैं नेशन स्टेट से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है तो वो पॉलिटिकल कम्युनिटी है। पॉलिटिकल कम्युनिटी बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे काम करेगी। वर्ल्ड सिटीजनशिप का आइडिया जो ज़्यादा इंक्लूसिव होगी, ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन होगी, नेशनल बाउंड्री से पार जाकर चीज़ें देखेगी, समझेगी। और क्रिटिकल थ्योरी हर तरह के डोमिनेशन सिस्टम को जो भी एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल रीना में उसको क्रिटिसाइज करती है। वो कहती है कि हम कुछ फोर्सेस या कुछ ऐसे प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रही है जिसके आज जो सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में, अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो सके। इसमें पहले थिंकर आते हैं रॉबर्ट कॉक्स, और वो कहते हैं थ्योरीज दो तरह की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और एक होती है क्रिटिकल थ्योरीज। कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी जैसे नियो रियलिज्म की थ्योरी, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाहती है, हेजेमोनिक इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहती है, उसको चैलेंज नहीं करती है। और नियो रियलिस्ट जो है वो अनार्की को ऐसे देखते हैं कि बदला ही नहीं जा सकता, इसलिए वो बैलेंस ऑफ पावर की बातें करते हैं, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं। कॉक्स का एक फेमस फ्रेज भी है कि थ्योरीज आर ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। तो ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि थ्योरीज में किसी ना किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, किसी के लिए ही बनाई जा रही है, किसी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ही बनाई जा रही है। तो कॉक्स ये कहते हैं। क्रिटिकल थ्योरी क्या करती है? वो डोमिनेशन को क्रिटिसाइज करती है, वो अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है इस पे बात करती है। कॉक्स कहते हैं खास करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो कहते हैं ये जो कंट्रीज़ है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि ये एज ए काउंटर हेजेमोनिक एक्टर्स वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जो है उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं अभी भी पूरी दुनिया पे काम कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिव क्या होगा? अल्टरनेटिव यहाँ से निकल कर आएगा। उनकी मेजर बुक जो फेमस है उनका नाम है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, 1987 में पब्लिश होती है। ये बात करते हैं इसमें ग्लोबल कैपिटलिज्म के अल्टरनेटिव सिस्टम कौन कौन से एग्जिस्ट हो सकते हैं। एंड्रयू लिंकलेटर की बात करते हैं, सेकंड थिंकर है ये क्या एक्सप्लोर करते हैं? ये कहते हैं कि स्टेट के बियॉन्ड जाकर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो सकती है। ये इनकी थ्योरी जो है एड्रेस करती है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन डोमेस्टिक लेवल पर, ट्रांसनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे काम करता है। लिंकलेटर प्रपोज करते हैं ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की पॉलिटिकल कम्युनिटी की, कैसे 3 लेवल पर होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, लेस अनइक्वल होनी चाहिए, सेंसिटिव टू डिफरेंसेस होनी चाहिए। ये एनविजन करते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं कि पोस्ट नेशनल कम्युनिटी बननी चाहिए, नेशनल बाउंड्री से पार जाकर सोचने की ज़रूरत भी है। पोस्ट वेस्टफैलियन सिस्टम होना चाहिए। वेस्टफैलियन सिस्टम ने सॉवरेनिटी इस्टेब्लिश की थी, नेशन इस्टेब्लिश की थी, अब उस नेशन से पार जाकर सोचने की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये कहते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने अब तक क्या किया है, वो जस्टिस को नहीं मीट कर पाई है, वेलफेयर को मीट नहीं कर पाई है, सिक्योरिटी नीड्स को मीट नहीं कर पाई है। यूरोपियन यूनियन एक मॉडल वो इसकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पॉलिटिकल कम्युनिटी जैसा ये एनविजन करते हैं उसके साथ मेलजोल खाता है। इनकी मेजर बुक का नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, 1998 में पब्लिश होती है। चलिए अब हम समझते हैं फेमिनिज्म थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस को। ये कहते हैं कि आईआर में विमेन के रोल को इग्नोर किया गया है। आईआर में मान के चलते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स वुमेन को इफेक्ट नहीं करते हैं, और अगर करती भी है वुमेन और मैन और इक्वली इफेक्ट करती है। बट ये कहते हैं ऐसा नहीं है, वार जो है वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट करती है, नंबर 2 को भी नहीं करती है। ये कहते हैं मेल की डोमिनेशन है आईआर की फील्ड में। ह्यूमन नेचर भी जो बताया जाता है आईआर में वो भी इस तरह के कंसेप्ट से बताया जाता है, मस्कुलिन कंसेप्ट से बताया जाता है। ये जो कंसेप्ट है ना, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, सिक्योरिटी, पावर, ये सारी मस्कुलिन वैल्यूज़ हैं।
तो आईआर की थ्योरी ज़्यादा किस पे फोकस करती है, हाई पॉलिटिक्स पे, डिप्लोमेसी पे, वार पे, स्टेट क्राफ्ट पे, मेल सेंट्रिक है सारी आईआर, स्टेट्समैन पे, सोल्जर्स पे, विमेन के रोल की बात ही नहीं की जा रही इसमें। फेमिनिज्म थ्योरी के कुछ मेजर वर्क्स है जो आपको याद रखने, एक बार आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं ऐसे वर्क पे और पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं एन टिकनर ने, जो मोर्गेंतो के हम पीछे 6 प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं रियलिज्म के, उसको रीफॉर्मुलेट कर दिया है। रिफॉर्मुलेट का मतलब है उनको ठीक कर दिया है और फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव उसमें ऐड कर दिया। सबसे पहले वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी डायनामिक होती है। वो कहते हैं ह्यूमन नेचर में मस्कुलिन और फेमिनिस्ट क्वालिटी दोनों पाई जाती है, ये नहीं सिर्फ एक क्वालिटी पाई जाती है, आपको दोनों पे फोकस करना होगा। और सेकंड वो कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इस चीज़ पे फोकस करनी चाहिए कि कनेक्शन आईआर में कैसे बनते हैं, ना कि आप सिर्फ डोमिनेशन कैसे हो रही है यही चीज़ों पर फोकस करते रहो। दूसरी चीज़ वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट जो है डायनामिक होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पावर तक सीमित नहीं रहते हैं, ग्लोबल इश्यूज और भी होते हैं जिसको एड्रेस करना होता है कोऑपरेशन के साथ। वो कौन से ग्लोबल इश्यूज होते हैं, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी हो गया। तीसरा वो कहते हैं पावर को वो रीडिफाइन करते हैं कि पावर में अब तक आईआर में मस्कुलिन पर्सपेक्टिव को देखा गया, मर्दानगी वाले एंगल को देखा गया, कलेक्टिव एम्पावरमेंट की बातें नहीं की गई, इंक्लूसिव अप्रोच की बातें नहीं की गई, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स की, वार की, लड़ाइयाँ की, झगड़ों की बातें की गई है। फोर्थ कहते हैं मोरालिटी और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, जैसे मोर्गेंतो कहते हैं ये दोनों लिंक्ड होते हैं। हर पॉलिटिकल एक्शन का कुछ ना कुछ मॉरल इम्प्लीकेशंस होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो ये दोनों आपस में लिंक्स हैं। इसलिए जस्टिस और मॉरल प्रिंसिपल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहते हैं मॉरल कॉमनैलिटीज़ भाई ढूंढने की कोशिश करो, यही एक एस्पेक्ट है आईआर में कहते हैं जो देखने की हमें ज़रूरत है, जिससे हम कोऑपरेट कर सके, जिससे हम एक ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड कर सके और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व कर सके। फिर कहते हैं पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी नहीं होती है, रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं पॉलिटिक्स को ऑटोनमस देखना भी एक मस्कुलिन ही आइडिया है। पॉलिटिक्स में डिवर्स कंट्रीब्यूशन रहती है, डिफरेंट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। एन टिकनर इस तरह से बात करते हैं। फिर एक और थिंकर आते हैं सिंथिया एंड लो, वो कहते हैं कि आईआर ने जेंडर का रोल को कंप्लीटली नहीं लेकिन उसको ओवरलुक तो किया है, वुमेन की सबऑर्डिनेट जो रही है आईआर में, लेकिन फिर भी वो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में रोल प्ले करती है। कैसे? कहते हैं वो कम पैसों में काम कर रहे हैं, लो स्टेटस इंडस्ट्रियल जॉब कौन कर रहा है, वुमेन कर रही है, ठीक है, क्लीनिंग, कुकिंग, सर्विंग भी वही कर रही है। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं करती है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, क्यों नहीं देखा जा रहा? इस पर्सपेक्टिव से भी तो चीज़ें देखनी चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेसिकली मेल ने ही वुमेन पे कंट्रोल कर रखा। डिप्लोमेट्स वाइफ्स होगी या मिलिट्री बेसिस के अराउंड जो सेक्स वर्क चलता है, ये सारी चीज़ें जो है इग्नोर की जा रही है कि कैसे वो भी चीज़ें इफेक्ट करती है वुमेन को, देखने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इस तरह से ही हो रखी है कि उसमें वुमेन की सबऑर्डिनेशन बना कर रखी है। तो फेमिनिज्म थ्योरी इस तरह की बातें करती है। पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसकी बेसिक असम्पशन समझते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कह लो, आईआर में आता है, 1980s में आता है। ये हाई पॉलिटिक्स पे फोकस करता है, जैसे वार, सिक्योरिटी, मिलिट्री जैसी चीज़ों पे फोकस करता है। इसका मेन कंसर्न ये है कि स्टेट कैसे थ्रेट्स को देखता है, ठीक है, एनिमीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। ये दो क्रिशियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। ये कहता है कि फॉरेन पॉलिसीज़ कैसे कंडक्ट की जा रही है उसको क्रिटिकल वे में देखता है, और दूसरा ये देखता है कि आईआर थ्योरी जो हमें स्टेट के बारे में बता रही है वो कैसे बता रही है उसको भी क्रिटिकली देखता है। ये रियलिज्म के साथ डिसएग्री करते हैं कि स्टेट एक सेल्फ हेल्प यूनिट्स होता है और थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसे रहता है। वो कहते हैं ऐसे नहीं है, चीज़ें बदलती रहती है। इंटरनेशनल में अनार्की जो रियलिज्म कहता है, ठीक है, वो गिवन नहीं है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, सिस्टम प्रोड्यूस करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी ये कहती है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है हमें इन सब चीज़ों पर बहुत फोकस देना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी और थ्योरीज में किसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, किसको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, किसकी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है। बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट काम करते हैं, जैसे रिचर्ड एशले है, डेविड कैम्पबेल का नाम आता है, जेम्स देरेंट का आता है, जिम जॉर्ज का आता है, मिशेल फूको, डेरिडा और भी आते हैं। हम सभी एक एक करके पढ़ने वाले हैं जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंकर है। सबसे पहले मेन कंसेप्ट देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का। डिस्कोर्स मिशेल फूको का कंसेप्ट है, इसमें आपको बहुत चीज़ें समझ आएंगी। वो कहते हैं लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक एसेंशियल टूल है जिससे हम देखते हैं दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं लैंग्वेज के बिना, लैंग्वेज इतनी सोशल है, लैंग्वेज के बिना हम अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, हम सेंस ही नहीं बना सकते, तो इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कहते हैं डिस्कोर्स के कॉन्सेप्ट से समझाई जा सकती है। कहते हैं डिस्कोर्स एक लिंग्विस्टिक सिस्टम है जिसमें हम ये समझते हैं कि स्टेट्समेंट्स और कंसेप्ट्स कैसे ऑर्डर किए जाते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं। कहते हैं हर चीज़ लैंग्वेज में
कोई भी चीज़ डिस्क्राइब की जा रही है ना, उसका मीनिंग न्यूट्रल नहीं होता है, उसकी कोई ना कोई पीछे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती है, पॉलिटिकल इंटेंशन होती है, उससे कुछ पर्पस अचीव किया जाने की कोशिश की जा रही है। यानी दाल में कुछ काला होता है, कोई भी स्टेटमेंट ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो। अब कहते हैं सूडान के कन्फ्लिक्ट को एक जिनोसाइड कहना, इसका मतलब है वो कम्युनिटी पर प्रेशर डालेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी पर। लेकिन उसको कहना है कि ट्राइबल वहाँ पर वारफेयर चल रहा है तो ये लेस प्रेशर डालेगा। तो आप उसी कन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हो? इसलिए कुछ चीज़ों को रॉयट्स कहा जाता है और कहीं पर उसको जेनोसाइड कहा जाता है। जहाँ पर रॉयट्स किया जाता है तो ज़्यादा गंभीरता वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर जेनोसाइड की बात की जा रही है तो वहाँ पर सीरियस होने की ज़रूरत लगती है कि पूरी कम्युनिटी को ख़त्म करने की, उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो कहते हैं इस तरह से लैंग्वेज एज ए टूल वर्क करता है। कैसे यूज़ किया जा रहा है हमें समझने की ज़रूरत है। इसी लैंग्वेज के टूल को एक कदम और आगे लेकर जाते हैं डीकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट में जैक दरीदा। वो कहते हैं टेक्स्ट और मीनिंग में ना एक रिलेशनशिप होता है। दरीदा डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट देते हैं, कहते हैं लैंग्वेज हमेशा इन डाइकॉटमीज से बनी है, जैसे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, मॉडर्न और प्री मॉडर्न, सिविलाइज्ड और बार्बरी। कहते हैं इन सब डाइकॉटमीज में ना एक गड़बड़ है, ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि एक टर्म दूसरे से सुपीरियर है। डेवलप्ड सुपीरियर है अंडर डेवलप्ड से, मॉडर्न सुपीरियर है प्री मॉडर्न से, सिविलाइज सुपीरियर है बारबरिक से। इसी तरह आपने भी कभी पढ़ा होगा कि आप जब पीसीएम लेते थे आपको कहते थे कि आपने मेडिकल नहीं, आपने नॉन मेडिकल लिया है, तो मेडिकल सुपीरियर हो गया, नॉन मेडिकल सुपीरियर नहीं हुआ। तो ये डाइकॉटमीज कैसे काम कर रही है, तो इसी चीज़ को वो कहते हैं हमें समझने की ज़रूरत है। जब आप ऐसी चीज़ें समझने लगते हो, यानी आप टेक्स्ट को डीकंस्ट्रक्ट करने लगते हो, तो ये कहते हैं कि हमें ये देखने की जरूरत डेवलप्ड कंट्री कैसे देखी जा रही है, अंडर डेवलप्ड कंट्री कैसे देखी जा रही है, कौन से लेवल पर उनको सुपीरियर माना जा रहा है। तो ऐसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड होती है। ये डीकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट से समझ आता है। इंटरटेक्सुअलिटी भी कुछ इसी तरह से जूलिया क्रिस्टेवा भी हमें समझाते हैं। उनका ये एक थ्योरी है। वो कहते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है ना सारी टेक्स्ट से बनी हुई है। एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट को रेफर करता है, उसको इंटरटेक्स्ट वो कहते हैं। जैसे ईयू और यूएन में क्या किया जा रहा है, कुछ प्रीवियस डिक्लेरेशन के कोड को रिकोड किया जा रहा है, उसी स्टेटमेंट को दोबारा यूज़ किया जा रहा है मेंबर कंट्री के द्वारा, ठीक है, अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए पुरानी स्टेटमेंट्स को आगे लेकर आया जाता है। तो ये सारी चीज़ों पर कहते हैं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सी स्टेटमेंट्स को आगे लेकर आया जा रहा है, या फिर कौन सी चीज़ों की बातें नहीं की जा रही। साइलेंस को भी देखने की ज़रूरत है। तो किसी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया जा रहा है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। कहते हैं अब कोल्ड वार में हम नाटो के अगर डॉक्यूमेंट्स को रीड करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें सोवियत यूनियन का कुछ खास जिक्र आ नहीं रहा, जैसे उसको हिस्ट्री में जगह नहीं देना चाहते। तो ये इंटरटेक्सुअलिटी का काम है, वो देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म कुछ इस तरह टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस लेता है। इस वीडियो में हम कोल्ड वार को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम कोल्ड वार का एक कंसेप्चुअल पार्ट भी समझेंगे कि कोल्ड वार होता क्या है, और दूसरा हम समझेंगे कि कोल्ड वार में हुआ क्या क्या है, कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, कोई एग्रीमेंट्स रहे हैं, कोई वार रही है, कोई बैटल्स रही है, ये सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। कोल्ड वार को समझने के लिए मैं इसको आगे चलकर फेसेस में डिवाइड कर दूंगा ताकि हमारा इजी हो जाए कि कोल्ड वार से पहले क्या क्या हो रहा था, कोल्ड वार के दौरान क्या हो रहा था, और कोल्ड वार के बाद क्या क्या हुआ। ये सभी चीज़ों को हम फेसेस में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंसेप्चुअल लेवल पर देखते हैं कि कोल्ड वार होता क्या है। दो सुपर पावर में, एक यूएसए जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका भी कहते हैं, और दूसरी सोवियत यूनियन जिसको हम यूएसएसआर भी कह सकते हैं। इन दोनों में एक लंबा टाइम पॉलिटिकल और मिलिट्री टेंशन जो चलती है वो कोल्ड वार का नाम ले लेती है। कब चलती है ये? वर्ल्ड वार 2 खत्म होते ही 1945 से लेकर तब तक चलती है जब तक यूएसएसआर कोलैप्स नहीं हो जाता, डिसॉल्व नहीं हो जाता। 1989 तक ये कोल्ड वार चलती है। इसमें बहुत ही इंटेंस लेवल पर राइवलरी रहती है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, आइडियोलॉजिकल लेवल पर हो, डिफरेंट डोमेन्स तक ये वॉर चलती रहती है। बट ये वॉर कभी भी डायरेक्ट या लार्ज स्केल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में नहीं इन्वॉल्व हुई। कहने का मतलब है कि ये दोनों सुपर पावर के बीच में कहलाई तो वॉर ही जाती है, लेकिन हॉट वॉर जैसी नहीं होती है। कभी भी यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को अटैक सामने से नहीं करते, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती नहीं है। डायरेक्ट नहीं होती तो फिर कैसी कन्फ्रंटेशन हो रही है? प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लैंड्स पर लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं वो भी सारी चीज़ें समझेंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। ओरिजिन्स और टर्मिनोलॉजी देखते हैं।
कोल्ड वार की ये जो टर्म है इसको कॉइन किया जाता है, या सबसे पहले जिसने यूज़ किया बर्नार्ड बारूच ने किया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज करने वाले एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर लिपमैन। इसमें पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल वारफेयर चलती है, डायरेक्ट आर्म कन्फ्लिक्ट नहीं होता जैसे कि हम देख आए हैं। मुनरो डॉक्ट्रिन जो 1823 में आता है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट बात करते हैं, वो कहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूरोपियन की दखलंदाजी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वेस्टर्न हेमिस्फेयर क्या होता है? इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मैक्सिको जैसी कंट्रीज आ जाती है। और मुनरो का कहना ये था कि उस टाइम पे जो कॉलोनाइज किया जा रहा था कंट्रीज़ को, डिफरेंट कंट्रीज़ को किया जा रहा था उस टाइम पर, और वो कहते हैं यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में की गई। तो यूरोप की दखल अंदाजी अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, ये 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन ने क्लियर कर दिया था। और अगर यूरोप कोई ऐसी इंटरफेरेंस करता है तो यूएसए उसे हॉस्टाइल एक्ट की तरह देखेगा, कि ऐसे देखेगा कि जैसे उसने शत्रुतापूर्ण कोई कार्य किया है, कि हम पर ही अटैक कर दिया है और हम इसका कुछ ना कुछ बदला लेंगे। नेहरू ने कोल्ड वार को कहा है ब्रेन वार है, नर्व वार है और प्रोपेगेंडा वार है, ऐसे डिफाइन करते हैं। केपीएस मैनन ने इसे कहा है ये एक आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रगल है। वहीं रेमंड एरन ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की थी कोल्ड वार की, और वो कहते हैं ये एक इम्पॉसिबल पीस और इम्प्रोबेबल वार है। कहने का मतलब एक ऐसा वार जो असंभव है, नहीं होगा, और ऐसा वार जिसमें पीस की संभावना, शांति की संभावना भी असंभव ही है। इम्पॉसिबल पीस, इम्प्रोबेबल वार, एक पैराडॉक्स हमें दिखाई देता है कोल्ड वार में। जहाँ तो वार होगा, अगर वार नहीं होगा तो इसका मतलब पीस होना चाहिए। रेमंड एरन कहते हैं इसमें दोनों नहीं है, वार भी नहीं है और पीस भी नहीं है। कोल्ड वार के की फीचर्स से समझते हैं कुछ और चीज़ें। पहली चीज़ तो यह है कि कोल्ड वार में पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ज़्यादा देखने को मिलती है। बैटल्स या फाइट्स, जिसे आप कह सकते हो वार, इतने नहीं दिख रहे हैं यूएसए और यूएसएसआर में, उससे ज़्यादा हमें आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। कौन सी आइडियोलॉजी के बीच में ये कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे? यूएसए सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था कम्युनिज्म को। दोनों ही आइडियोलॉजी अलग है। कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी ट्रेड को, बिजनेस को फ्री हैंड देना चाहती है, और वहीं यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो है कम्युनिज्म, वो कंट्रोल करना चाहती है की इंडस्ट्रीज एंड अदर थिंग्स। तो इस तरह से ये दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजी चलती आ रही है। न्यूक्लियर डेटरेंस और आर्म रेस हमें दोनों ही देखने को मिलती है कोल्ड वार में। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब यह है कि दोनों ने ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए थे, यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी, और जिसकी वजह से एक चीज़ तो बन गई थी, एक कंडीशन बन गई थी जिसे मैड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर कोई एक न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा किसी दूसरे पर, तो दूसरे के पास भी ये काबिलियत होगी और इतना टाइम भी होगा कि वो भी उस पर यूज़ कर सके, तो दोनों ही एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इसलिए न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने का फ़ायदा जब दिखाई नहीं देता तो न्यूक्लियर डेटरेंस जैसी सिचुएशन बन जाती है। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब है कि इसी न्यूक्लियर वेपन के चलते हुए वो डेटर कर जाते हैं, वो वार में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। आर्म रेस भी हमें दिखाई देते हैं कि वेपन्स आफ्टर वेपन्स अक्वायर करते रहते हैं, जैसे हमने सिक्योरिटी डायलेमा में रियलिज्म में पढ़ा कि अपने डिफेंस के लिए एक्वायर कर रहे हैं, बट दूसरा भी जुट जाता है आर्म रेस में कि उसको लगता है कि ये डिफेंस के लिए कर रहा है कि ऑफेंस के लिए कर रहा है, हमें क्या पता कल यही वेपन्स हम पे भी यूज़ कर सकता है, तो दूसरा भी जो है वेपन्स एक्वायर करने लगता है। कोल्ड वार में प्रॉक्सी वार्स और कवर्ट ऑपरेशंस बहुत दिखाई देते हैं। कितना ही नंबर इसका लंबा होगा। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार ही लड़े गए। ये डायरेक्ट तो लड़ते नहीं थे, प्रॉक्सी वार लड़ते। अब प्रॉक्सी वार्स का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी वार्स का मतलब हो गया कि अगर किसी कंट्री में उनको यूएसए को दिखाई देता है कि कुछ ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप भी हो सकते हैं, कुछ अदर ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ये यूएसएसआर की हुकूमत के या गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे वेपन्स के थ्रू, फंडिंग के थ्रू, कवर्टली का मतलब ये है कि सीधे सीधे ओपनली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट मिलती रहेगी, अपनी एजेंसीज के थ्रू वो सपोर्ट करते रहेंगे, तो उनके पास वेपन्स और पैसा पहुंचता रहेगा ताकि वो अपने दुश्मन को कमज़ोर कर सकें। यही होते हैं प्रॉक्सी वार्स और कवर्ट ऑपरेशंस। टेंशन और देतांत हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है।
टेंशन का मतलब है कई बार हॉस्टिलिटी हमें दिखाई देती है, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमें दिखाई देता है इंटेंस हॉस्टिलिटी का टाइम चल रहा था। और दितांत का वो होता है टाइम जहाँ पर पीसफुल टाइम चलता है। पीसफुल मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए, जिसमें ये कुछ एग्रीमेंट्स करने लेते हैं, एक ही टेबल पर आगे डिस्कशंस होने लगती है, जैसे साल्ट में की जाती है। साल्ट कौन सा एग्रीमेंट है? जिसमें आर्म्स रिडक्शन की बात की जाती है ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जाए। इन सभी एग्रीमेंट्स को भी हमने कवर करना है। अब हम कोल्ड वार के फेसेस को समझेंगे। प्री कोल्ड वार फेस जो 1917 से 1945 चलता है। कोल्ड वार का फेज 1 जिसे कहते हैं वो 1945 से 1962 चलता है। दितांत फेज भी आता है जिसमें टेम्परेरी टाइम के लिए हॉस्टिलिटी जो है, इनमें जो दुश्मनी है वो कम हो जाती है, पीस का टाइम माना जाता है। 1962 1979 तक चलता है। फिर एक और फेज आता है जिसे कहते हैं न्यू कोल्ड वार फेज, ये 1979 से 1989 तक चलता है। फिर 1989 पे कोल्ड वार खत्म हो जाता है। उसके बाद का फेज कहलाया जाता है पोस्ट कोल्ड वार फेज, ये 1989 से लेकर अभी तक चल रहा है। और इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हम वो भी समझेंगे। तो बेसिकली इस फेसेस में हम मेजर इवेंट्स को ही शॉर्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर कोल्ड वार का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्री कोल्ड वार फेज की। 1917 से 1945 तक चलता है। रशियन रेवोल्यूशन होती है 1917 में, और इसी रेवोल्यूशन के चलते हुए जन्म होता है एक कम्युनिस्ट स्टेट का। दुनिया में अपने आप में पहली एक कम्युनिस्ट स्टेट, वो स्टेट जो कार्ल मार्क्स ने अपनी फिलॉसफी में देखी थी या प्रेडिक्ट की थी कि ऐसी स्टेट जन्म लेगी। कौन लेकर आता है इसको? लेनिन लेकर आते हैं। और ये जब इस्टेब्लिश होती है यूएसए और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज इसको कैसे देखने लगती है? एक ऐसे देखने लगती है कि जैसे उनका कोई नुकसान हो जाएगा। तो कम्युनिज्म को लेकर वो अपोज करने लगते हैं और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं कम्युनिज्म फैलना ना शुरू हो जाए। और यही उनका डर और ज़्यादा हमें दिखाई देता है 1920s और 30s के टाइम पर। इसे रेड स्केयर का टाइम भी कहा जाता है, जिसमें कम्युनिस्ट एक्सपेंशन दूसरी कंट्रीज में जब दिखाई देने लगती है तो डर और बढ़ने लगता है। तो यूएसए और यूरोप में पहले ही एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट ग्रू हो चुके थे और हम काफ़ी पॉलिटिकल क्रैकडाउन्स भी देखते हैं, खास करके रेडिकल्स पर। मतलब वो लोग जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, रशिया को सपोर्ट करते हैं और अपनी कंट्री में भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन देखना चाहते हैं, वहाँ पर यूएसए कंट्रोल करना चाहता है, उन पर अटैक करने की भी कोशिश करता है। यूएसए देखता है कि यूएसएसआर को सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज डिफरेंट कंट्रीज में ग्रो हो रही है, जिसके चलते हुए वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि एक डर की भावना बन जाती है कि कहीं दूसरी कंट्रीज कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट स्टेट ज़्यादा ना बन जाए। इसका रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा कम्युनिज्म स्टेट बनती जाएगी, जितना ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, उतना ही यूएसए जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है विच इज़ कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जाएगी। और इससे यूएसए को अपना नुकसान दिखाई दे रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये थी। इसके बाद एक नाजी और सोवियत पैक्ट भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई देता है कि नाजी और सोवियत मिल जाते हैं। इसको सोवियत जर्मन अलायंस भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, वो है मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट। इसमें कहा क्या जाता है, नाजी और जर्मनी जो है और सोवियत यूनियन, ये दोनों मिलकर एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, सीक्रेटली करते हैं, कि ये कहते हैं कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे और ईस्टर्न यूरोप का जो टेरिटरी है हम उसको डिवाइड भी कर लेंगे। वेस्टर्न पावर्स को ये खबर तो मिल जाती है और काफ़ी उन्हें शॉक भी देती है ये चीज़ कि वो दोनों आपस में मिल चुके हैं, स्टालिन और हिटलर आपस में मिल चुके हैं। ये उन्हें दिखाई देता है कि उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद वो मिल रखे हैं, लेकिन ये इनका जो मिलन है ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लेता है, क्योंकि ऑपरेशन बारबरोसा के चलते हुए जर्मनी जो है वो यूएसएसआर की टेरिटरी में अटैक कर देता है। सोवियत टेरिटरी में जब अटैक होता है, यूएसएसआर क्या कहता है, यूएसए और यूके के साथ मिल जाता है ताकि हिटलर से जो है इजीली वो फाइट कर सके। तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए और यूएसएसआर साथ मिलकर काम कर रहे थे अगेंस्ट द इंपीरियल फोर्सेस, जिसमें जर्मनी भी आता है। आगे चलकर अटलांटिक चार्टर यूएस और यूके साइन करते हैं, जिसमें बेसिकली वो ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि अगर वार जब ख़त्म होगा,
कैसा वर्ल्ड या कैसी डेमोक्रेसी की हम संभावना देख रहे हैं। वो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। यूएसएसआर को ऐसे चार्टर में इन्वॉल्व भी नहीं कराया जाता। यहाँ से दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है भी। तेहरान और याल्टा कॉन्फ्रेंस की जो प्लानिंग की जाती है कि वॉर ख़त्म होने के बाद एक्चुअली क्या क्या करना है, ये कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन 3 मेन लीडर में होती है। और ये चीज़ भी डिसाइड हो जाती है कि यूएसएसआर को ईस्टर्न यूरोप पे इन्फ्लुएंस मिलेगा। लेकिन ये चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती कि अगर यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोप को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको कंट्रोल मिलेगा, वो वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेगा या कम्युनिज्म सिस्टम को इस्टेब्लिश करेगा। ये मतभेद इनका चलता ही रहता है, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर की टेंशन का बिल्डअप शुरू हो जाता है। फिर पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में। यहाँ पर यूएस और सोवियत का ऑफिशियली कह सकते हो आप मिस्ड ट्रस्ट की भावना शुरू हो जाती है, विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। जर्मनी को ये हरा देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। ट्रूमैन, स्टालिन और चर्चिल एटली ये मिलते हैं जर्मनी का फेट डिसाइड करने के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है जर्मनी के साथ। यहाँ पर यूएसए अपनी सीक्रेटली अपनी एटॉमिक बम के बारे में भी यूएसएसआर को पता चलता है, जहाँ यूएसएसआर के कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ अगर यूएसए कुछ डेवलप कर गया है, न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आगे चलकर फ्यूचर में खड़ी हो सकती है। आपको मैंने बताया था पिछली कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने डिसाइड किया था कि सोवियत यूनियन को कंट्रोल दे देंगे ईस्टर्न यूरोप का वार के बाद। लेकिन यूएसए को एक चीज़ दिखाई देने लगती है कि स्टालिन वहाँ पर फ्री इलेक्शन नहीं कराएगा ईस्टर्न यूरोप पे। यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑफिशियली ब्रेकडाउन हो जाता है यूएसए और सोवियत यूनियन के रिलेशन का, और ये बेस सेट हो गया। अब इसके चलते हुए कोल्ड वॉर बनने वाली है। आइडियोलॉजीज के हमें कन्फ्लिक्ट भी दिखने वाले हैं। अगले फेज में हम देखते हैं क्या क्या होता है। चलिए अब कोल्ड वॉर फेज 1 जो 1945 से 1962 चलता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। यहाँ पर सोवियत यूनियन को कंटेन करने की बात की जाती है। यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ये बात करते हैं कि ये जो कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है, खास करके ग्रीस और टर्की जैसी कंट्री में, हमें इसको रोकना होगा। इसको कहते हैं कंटेनमेंट स्ट्रेटजी, कि कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस को हमने रोकना है। जब रोकना है तो ऑफकोर्स कन्फ्लिक्ट होंगे, हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। मार्शल प्लान यूएसए लॉन्च करता है 1948। इसको कहते हैं इकोनॉमिक वेपन अगेंस्ट कम्युनिज्म। क्या करता है यूएसए इसमें? यूएस लॉन्च करता है $13 बिलियन की एक मदद, जो किनको दी जाएगी? वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज को दी जाएगी, क्योंकि वार के बाद जो नुकसान हुआ है उनको हेल्प की जाएगी रीबिल्ड करने में। हेल्प क्या की जाएगी? बेसिकली जो हेल्प लेगा उसको आइडियोलॉजिकली लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर यूएसए जो है कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। और इसी तरह कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को भी वो कम कर सकते हैं। यूएसएसआर ने ऐसी मदद लेने से खुद भी इनकार किया और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज को कहा कि ऐसी मदद बिल्कुल भी न ली जाए। और वहीं दूसरी ओर यूएसएसआर खुद ही ईस्टर्न यूरोप को ऐसी मदद देने लगता है इकोनॉमिक लेवल पर। हम देखते हैं यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड जो है और भी ज़्यादा डीपन होता जा रहा है। बर्लिन ब्लॉकेड और एयरलिफ्ट 1948 से लेकर 49 एक साल तक का चलती है, और ये पहला कोल्ड वार का मेजर क्राइसिस होता है। तो इसमें होता क्या है कि यूएसएसआर जो है वेस्ट बर्लिन के जितने भी लैंड रूट है उस सबको ब्लॉक कर देता है। इसके चलते हुए यूएस जो है बर्लिन में अपनी जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था वो नहीं कर पा रहा था। उसने सारी चीज़ें जितनी भी की वो एयर लिफ्ट से की। एक लंबा साल फूड भी एयर से डिलीवर किया, सप्लाईज भी एयर से ही डिलीवर की। फाइनली 1949 में ये ब्लॉकेड लिफ्ट भी किया जाता है। लेकिन इस इवेंट की वजह से जर्मनी दो भागों में बढ़ जाता है। एक है वेस्ट जर्मनी जो कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में रहता है, और एक है ईस्ट जर्मनी जो कम्युनिस्ट के कंट्रोल में रहता है, यानी यूएसएसआर के कंट्रोल में रहता है। नेटो फॉर्मेशन होती है 1949 में। ये एक मिलिट्री अलायंस बनाया जाता है यूएसएसआर को या कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएसए ने शुरुआत की थी इसकी। इसमें कनाडा और कई वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को शामिल कर लिया जाता है। ये यूएस की हिस्ट्री में अपने आप में एक पहला पीसफुल मिलिट्री अलायंस होता है, जो ये बात कहलाता है कि अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो हम मानेंगे सब पर अटैक हो गया है, और हम सब कोशिश करेंगे कि जिसने अटैक किया है उसको एलिमिनेट किया जाए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के चलते हुए ये कंसेप्ट को लेते हुए नेटो फॉर्म कर दिया जाता है। यूएसएसआर को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। यूएसएसआर भी इसको चैलेंज करने के लिए वारसा पैक्ट लेकर आता है, वो भी हम समझते हैं।
कोरियन वार होता है 1950 से लेकर 1953 तक चलता है। ये कोल्ड वार का एक ऐसा टाइम है जिसमें हमें पहला एक हॉट कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। नॉर्थ कोरिया, जिसको सपोर्ट करते हैं यूएसएसआर और चाइना, वो इन्वेड कर देता है, हमला कर देता है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, बचाने आते हैं? यूएसए और यूएन की फोर्सेस को। काफ़ी लंबा टाइम ये वार चलता है। इसके कोई ख़ास रिजल्ट भी हमें दिखाई नहीं देते, ना ही कोई पीस ट्रीटी इसमें साइन की जाती है। लेकिन कोरिया के 38th पैलर में ये एक लैंड हिस्सा है जिसको डिवाइड कर दिया जाता है। कोल्ड वार की टेंशन हमें इसमें दिखाई देती है, बढ़ती हुई दिखाई देती है, और यूएसए और यूएसएसआर की राइवलरी भी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि यूएसए और यूएसएसआर जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होंगे, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसी और कंट्रीज़ के वार में भी, और आगे चलकर वो होते भी हैं। वार्सा पैक्ट 1955 में सोवियत यूनियन लेकर आता है नेटो को काउंटर करने के लिए। ये भी एक मिलिट्री अलायंस है, जैसे नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, वार्सा पैक्ट भी मिलिट्री अलायंस है। फ़र्क ये है, नेटो यूएसए लेकर आता है, वार्सा पैक्ट जो है वो यूएसएसआर लेकर आता है, और इसमें बहुत सारी ईस्टर्न यूरोप की कम्युनिस्ट स्टेट को इसमें इंक्लूड कर लेता है, और इसके चलते हुए यूरोप जो आप कह सकते हो वो डिवाइड हो जाता है दो मिलिट्री ब्लॉक्स में, और कोल्ड वार जो है और भी ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, जो 1962 को होता है, और ये कोल्ड वार का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है। 13 दिन की कॉन्फ्रंटेशन रहती है यूएसए में और यूएसएसआर में अक्टूबर 1962 में। ये किस चीज़ को लेकर ये क्राइसिस आता है? ये इस चीज़ को लेकर क्राइसिस आता है कि सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसकी प्रेजेंस क्यूबा में है, यूएसए को पता चल जाता है, और ये कोल्ड वार का एक कह लो एक क्लोजेस्ट मोमेंट था, जिसके चलते हुए एक हम न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट भी देख सकते थे। ये हाइट कहते हैं कोल्ड वार की, इसमें दिखाई देती है हमें। तो यूएसए क्या करता है? यूएसए अब ये करता है कि क्यूबा का नेवल ब्लॉकेड कर देता है कि कोई भी शिप आने जाने ना पाए, ताकि जो सोवियत मिसाइल उसे लग रहा है शिफ्ट हो रही है क्यूबा में, और क्यूबा यूएसए के जो बहुत नज़दीक है, तो उसको खतरा बनता जा रहा है, तो ये चीज़ को रोकने के लिए वो ब्लॉकेड कर देता है। फिर फाइनली कुछ नेगोशिएशन होती है जिसमें ये डिसीजन लिए जाते हैं कि यूएसएसआर जो है वो क्यूबा से अपनी मिसाइल को रिमूव करेगा। वहीं दूसरी ओर यूएसए जो है क्यूबा पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ यूएसए ने जो न्यूक्लियर मिसाइल टर्की में रखी है वो उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि वहाँ पर यूएसएसआर को खतरा दिखाई दे रहा है। इस कोल्ड वार की टेंशन में कॉन्फ्रंटेशन को प्रिवेंट भी किया गया, और इसके साथ साथ एक नई हॉटलाइन इस्टेब्लिश की गई जो मॉस्को को वाशिंगटन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कराती थी। यानी यूएसए और यूएसएसआर अब एक सिक्योर लाइन के जरिए बात कर सकते थे, ताकि किसी भी किस्म की मिस इंटरप्रिटेशन ना हो सके जो भी वो मूव ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देतांत फेज की, जो 1962 से लेकर 79 तक चलता है। एक टेम्परेरी पीरियड कहलाया जाता है, जहां पर उनके रिलेशन यूएसए और यूएसएसआर के कुछ टाइम के लिए ठीक होते हैं। ठीक होने का मतलब है कि उनमें कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसके चलते हुए हमें थोड़ी सी शांति की संभावना दिखाई देती है। सबसे पहले आता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको पीटीबीटी भी कहा जाता है। 1963 में साइन किया जाता है। यूएसए, यूएसएसआर और यूके साइन करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कंडक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में, यानी अंडरग्राउंड ही बचा है, धरती के नीचे आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हो। ये जो ट्रीटी साइन की जाती है, ये ऐसे एक पहला एफर्ट दिखाई देता है जिसमें कोल्ड वार की टेंशन को रिड्यूस किया जाता है। वियतनाम वार चलता है काफ़ी लंबा टाइम, 1955 से 1975 तक चलता है। ये बहुत ही एक कॉस्टली प्रॉक्सी वार रहता है यूएसए के लिए। होता क्या है इसमें, नॉर्थ वियतनाम जो एक एरिया है उसमें यूएसएसआर और चाइना सपोर्ट करते हैं उन रिबेलियस को, उन ग्रुप्स को जो कम्युनिज्म सरकार चाहते हैं, और ये नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम को कंट्रोल करने की कोशिश में है। यूएसए इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, इस वार में इतना लंबा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है कि बहुत सारा खर्चा यूएसए का होता है, लेकिन उसको रिजल्ट फिर भी अच्छे नहीं दिखाई देते, क्योंकि फॉल ऑफ साइगोन के बाद जो 1975 में होता है, यानी नॉर्थ वियतनाम का फाइनली कंट्रोल साउथ वियतनाम को मिल ही जाता है।
जिसमें कोल्ड वार में कह सकते हो यूएसए की एक बड़ी डिफीट दिखाई हमें दिखती है। साल्ट 1 का एग्रीमेंट होता है 1972 में होता है। साल्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। यूएसए और यूएसएसआर दोनों मिलके साइन करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन को हम लिमिट कर देंगे। ये कोल्ड वार की डिप्लोमेसी में एक लैंडमार्क इवेंट था जो ये शो करता है कि कैसे न्यूक्लियर टेंशंस जो है वो रिड्यूस की जा सकती है। निक्सन जो है चाइना विजिट करते हैं 1972 में। ये भी एक स्ट्रेटेजी शिफ्ट थी क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चाइना विजिट कर रहे हैं, यानी यूएसए और चाइना के रिलेशंस बढ़िया हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। वही चाइना और यूएसएसआर के रिलेशन खराब होने लगते हैं इसी की वजह से, क्योंकि यूएसएसआर को दिखता है कि चाइना जो है अमेरिका के साथ जैसे मिलता जा रहा है। हालांकि पहले चाइना जो है यूएसएसआर के साथ सपोर्ट करता था, लेकिन ये उनके रिलेशन को वीक कर देता है और अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन जो है वो और भी ज़्यादा कंसोलिडेट होने लगती है। हेलसिंकी अकॉर्ड्स जो है 1975 में साइन किया जाता है। ये ईस्ट और वेस्ट की कोऑपरेशन का एक बड़ा लैंडमार्क इवेंट था। इसमें 35 नेशन मिलके यूएसए और यूएसएसआर जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, यूरोपियन स्टेबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिखता है टेम्परेरी टाइम कि उनके संबंध ठीक भी हो रहे हैं। साल्ट 2 का एग्रीमेंट आता है 1979 में। इसमें बात की जाती है यूएसए और यूएसएसआर की हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको और फर्दर लेवल पर लिमिट करने की हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन जैसे ही 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पे हमला कर देता है, यूएसए रिफ्यूज कर देता है ऐसी ट्रीटी को रेक्टिफाई करने के लिए, और यहाँ पर देतांत फेस जो है ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है और एक नई कोल्ड वार की टेंशन बनने लगती है। इसलिए हम इस फेज को जो इसके बाद आने वाला है उसको न्यू कोल्ड वार फेज भी कहते हैं, जो 1979 से लेकर 1989 तक चलता है। न्यू कोल्ड वार के फेज के अब कुछ इवेंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोवियत इन्वेड करता है अफगानिस्तान पर 1979 में। ये ऑफिशियली एंड कर देता है देतांत के पीरियड को। क्यों करता है? यूएसए एक्चुअली सपोर्ट कर रहा होता है वहाँ के मुजाहिदीन रिबेल्स को अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है। सोवियत यूनियन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, वो अफगानिस्तान में हमला करता है ताकि मुजाहिदीन रिबेल्स को रोक सके। यूएसए इस हमले को कंडेम करता है और 1980 की मॉस्को ओलंपिक्स को बाइकआउट भी कर देता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है यूएसएसआर पर, और ऑफिशियली देतांत का टाइम जो है वो एंड हो जाता है। रेगन डॉक्ट्रिन आता है 1981 में। ये एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसी है और अग्रेसिवली डील करेगी अब यूएसएसआर को लेकर। जहां ये यूएसएसआर पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेगी, वहां पर मिलिट्री स्पेंडिंग भी इंक्रीज कर देगी, और एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड जहां पर भी हो रही है यूएसए वहां पर उन्हें सपोर्ट करेगी ताकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को यानी यूएसएसआर को वीक किया जाए। रेगन डॉक्ट्रिन का एक एम होता है कि कम्युनिज्म को रोल बैक किया जाए, खास करके लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अफगानिस्तान जैसी कंट्री में जहां पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रखा है, उसका रोल बैक कराना जरूरी समझा जाता है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव 1983 में स्टार वार्स प्रोग्राम यूएसए लेकर आता है। ये प्रोग्राम ये कहलाता है कि अगर सोवियत न्यूक्लियर अटैक होंगे हमारे पर तो उसे स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोका जा सकता है। यूएसएसआर देखता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो उसके लिए ही थ्रेट बन रहा है, तो इससे चलते हुए आर्म रेस और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। वहीं गोर्बाचेव नए प्रेसिडेंट आते हैं यूएसएसआर में और ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी पॉलिसीज लेकर आती है। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर करना। यूएसएसआर की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम में हमें ओपननेस भी दिखती है और रीस्ट्रक्चर भी किए जाते हैं, जिसके चलते हुए ईस्टर्न यूरोप जहां पर यूएसएसआर का कंट्रोल था वो कंट्रोल हमें कमज़ोर होता दिखाई देता है इसी पॉलिसी के चलते हुए। इसी के साथ बर्लिन वॉल 1989 में गिरा दी जाती है, जिसे कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कोल्ड वार के एंड होने का ये एक संकेत मिलता है, शुरुआत मिलती है। कोल्ड वार इससे ख़त्म नहीं हो जाता है, लेकिन कोल्ड वार ख़त्म होने का अगर कोई पूछेगा कि पहला इवेंट ऐसा कौन सा था जिसकी वजह से कोल्ड वार ख़त्म होने के आसार दिखाई देने लगते हैं, तो वो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ही था। तो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में एक जो डिवाइड हो रखा था, बर्लिन में एक वॉल बिल्ड कर रखी थी, वो एक वॉल ऐसी थी जो सिंबलाइज करती थी ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड, उसको लोग कोलैप्स कर देते हैं। यहाँ से चलते हुए सोवियत का इन्फ्लुएंस हमें
कम दिखाई देने लगता है कि जर्मनी में होगा। ये जो फेस है, अगर इसको देखा जाए, सोवियत का जो कंट्रोल है ईस्टर्न यूरोप में हमें कम होता दिखाई देता है और कोल्ड वार का एंड होता दिखाई देता है। और ये अब फेस आता है जहां पर कोल्ड वार एंड हो जाता है और अब तक क्या क्या चलता है वो देखते हैं। सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाता है 1991 में। ऑफिशियली कोल्ड वार जो खत्म होता है वो होता है दिसंबर 26, 1991 में, जहां सोवियत यूनियन क्लैप्स हो जाता है। सोवियत यूनियन क्लैप्स होने का मतलब है बहुत सारी कंट्रीज मिलकर सोवियत यूनियन बनती है और ईस्टर्न यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट मिलती है और वह सोवियत यूनियन से अलग होकर अपनी स्टेट क्रिएट कर लेती है। यहाँ पर हमें मानते हैं कि कोल्ड वार का ऑफिशियली एंड हो जाता है और दुनिया में, वर्ल्ड में, विश्व में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाती है, वो है यूएसए। नाटो की एक्सपेंशन होती है 1999 से लेकर प्रेजेंट तक। हम देखते हैं कि नाटो एक्सपैंड करने लगता है, यानी यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्टर्न यूरोप तक नहीं रहता है, ईस्टर्न यूरोप तक भी चलने लगता है। नाटो में और नेशन शामिल किए जाते हैं, खास करके वो नेशन जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट होते थे, जिसमें पोलैंड, हंगरी या बाल्टिक स्टेट्स का भी नाम इसमें आता है। रशिया के साथ टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देती है जैसे ही हम ये नाटो का एक्सपेंशन देखते हैं, क्योंकि रशिया इसको थ्रेट देखता है। यूएसए और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से ख़राब होने भी शुरू होते हैं। बीच में हमें कोऑपरेशन भी दिखाई देती है, लेकिन राइवलरी भी साथ साथ दिखाई देती है नाटो की एक्सपेंशंस को लेकर, क्योंकि नाटो की एक्सपेंशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि इसमें यूक्रेन और सीरिया जैसे कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी तरफ से उनके रिलेशन और ज़्यादा ख़राब होने हमें दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर हम देखेंगे भी कैसे होते हैं। 9/11 और वार ऑन टेरर 2001 से लेकर प्रेजेंट तक, ये भी एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में एक शिफ्ट दिखाई देता है। यूएसए रशिया की जो टेंशन आपस में चल रही थी वो अब टेंशन शिफ्ट हो जाती है जैसे यूएसए पे 9/11 का अटैक होता है बाय द टेररिस्ट ग्रुप। तो यहाँ पर वो दोनों काउंटर टेररिज्म मेजर्स को अडॉप्ट करने की बात करने लगते हैं। तो अफ़गानिस्तान में वार हो या इराक में वार हो, वो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का जन्म लेते रहते हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ में नए नए चेंजेस हमें दिखाई देने लगते हैं। रशिया जॉर्जिया वार जो 2008 में होता है, यहाँ से पता चलता है कि रशिया मिलिट्री लेवल पर फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। वो जॉर्जिया को इन्वेड कर देता है 2008 में, जिसके चलते हुए हमें ये पता चलता है कि जो फॉर्मर सोवियत टेरिटरीज लेती है रशिया उनमें अटैक कर सकता है और संभावना ये रहती है और भी ऐसी टेरिटरीज पे वो इन्वेड करेगा या किसी तरह की बैटल करने की कोशिश करेगा। और हमें यह दिखता भी है। वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो 2014 से लेकर प्रेजेंट तक चलता है, ये एक नए कोल्ड वार का जन्म लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 2014 में रशिया क्रीमिया को अनेक्स कर लेता है। एनेक्स करने का मतलब होता है क्रीमिया को अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर वेस्टर्न सैंक्शन लगते हैं, एक नई टेंशन बन जाती है यूएसए और रशिया में, और चलते चलते हम देखते हैं रशिया और यूक्रेन वार भी आ जाता है 2002 में। क्यों आता है ये वार, क्यों होता है? बेसिकली यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, यूएसए उसकी मदद करना चाहता है। इसमें रशिया को लग रहा है अगर यूक्रेन ने भी नाटो को ज्वाइन कर लिया तो नाटो जो है या नाटो फोर्सेस जो है मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी। तो उसने यूक्रेन पर वार कर दिया उसे प्रिवेंट करने के लिए कि वो नाटो को ज्वाइन ना करे। एक तरह से देख सकते हैं जो कोल्ड वार की राइवलरी पहले हमने देखते हैं यूएसए और यूएसएसआर में, वो यूएसए और रशिया में हमें अब फिर से दिखाई देने लगती है, खास करके रशिया यूक्रेन के वार में। चाइना का भी राइज होता जा रहा है, एक नई ग्लोबल सुपर पावर बनती जा रही है कि यूएसए पहले रशिया या यूएसएसआर के साथ ही कन्फ्लिक्ट्स रहते थे, उसके साथ राइवलरी लेती है, लेकिन जैसे ही चाइना ट्रेड, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसका बढ़ता हुआ दिखाई देता है 21st सेंचुरी में एक न्यू कोल्ड वार की पॉसिबल बनती जा रही है। ये जो पॉसिबिलिटी बनती जा रही है ये यूएसए या यूएसएसआर या यूएसए या रशिया में नहीं बन रही है, ये यूएसए और चाइना में बनती जा रही है। इनका जो कन्फ्लिक्ट रहने वाला है, हो सकता है ये एक नए कोल्ड वार को भी जन्म दे सकता है। रशिया भी एक प्लेयर है उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना चाइना उसको तंग कर रहा है यूएसए को। तो इसलिए यूएस चाइना के कन्फ्लिक्ट को ग्लोबली फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट हैं, काफ़ी केयरफुली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि यही नेक्स्ट ग्लोबल राइवलरी बन सकती है। तो यहाँ पर हमारे कोल्ड वार का सारा फेस खत्म होता है। प्री से लेकर कोल्ड वार के दौरान से लेकर और उसके बाद वाले फेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इवेंट्स आते हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही फैक्चुअल क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। इसकी टाइमलाइन याद करना बहुत ज़रूरी है, डेट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको हो सकता है इसके कुछ इवेंट्स पूछ लिए जाए कि लगा कर दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कोल्ड वार के बारे में अब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, क्लैरिटी होगी, फैक्चुअल लेवल पर आपके फैक्ट्स जो है कंसोलिडेट हुए होंगे।
इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज 1947 से लेकर अब तक हुए हैं वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। लगभग 30+ ऐसे ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स कवर करेंगे। एक भी एग्रीमेंट अगर आपके एग्जाम में आ जाता है और आप उस क्वेश्चन को ठीक तरह से सॉल्व करके आ जाते हो तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस अचीव हो गया। शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, जो 26 1947 में साइन किया जाता है। होता क्या है, ट्राइबल फोर्सेस जो पाकिस्तान ने भेजी होती है कश्मीर पे अटैक करती है 22 अक्टूबर 1947 में, और महाराजा हरी सिंह इंडिया से हेल्प मांगते हैं और इंडिया कहता है हम तभी आपको सपोर्ट करेंगे एक कंडीशन पर, अगर आप इंडिया के साथ शामिल हो जाओ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके, और 26 अक्टूबर 1947 में वो साइन भी कर देते हैं। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1949 में होती है। किन के बीच में होती है? इंडिया और भूटान में होती है। ये किस चीज़ की बात करता है? ये पीस की बात करती है, फ्रेंडशिप की बात करती है, कोऑपरेशन की बात करती है, भूटान की सिक्योरिटी की बात करती है, उसे डिफेंस, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस में हेल्प मिलेगी, इसकी बात की जाती है। 2007 में इसको रिन्यू कर दिया जाता है। और इंडिया के भूटान के साथ एक बोनस फैक्ट है कि 1968 में डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे। नेहरू लियाकत पैक्ट की बात करते हैं, 1950 में आता है। ये पीएम नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत खान दिल्ली में साइन करते हैं। इसमें इंडिया और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, रिफ्यूजी क्राइसिस को कैसे डील करना है उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर यह अलाउ किया जाता है जो भी रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान में जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बंटवारे के बाद डिस्पोज करना चाहता है, उसका कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कराई जाएगी किसी की भी, ये इस ट्रीटी में बताया गया। माइनॉरिटी राइट्स को कंफर्म किया गया और इसके साथ माइनॉरिटी कमीशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे दोनों कंट्रीज़ में, ये भी बात की गई। 1950 में ये पैक्ट साइन किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पैक्ट से खुश नहीं थे, उन्होंने एज ए प्रोटेस्ट रिज़ाइन भी किया था कैबिनेट मिनिस्ट्री से। इंडिया नेपाल की ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप 1950 में आती है। इस ट्रीटी की खास बात यह है, इसमें कहा जाता है इंडियन और नेपालीज को इर्रिस्पेक्टिव वो किस कंट्री में है वो एज ए अपने ही सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाएगा। रेजिडेंस से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, बिजनेस से लेकर, मूवमेंट से लेकर, ये सारी चीज़ें की बात की जाती है। इसमें फॉरेन गुड्स से लेकर, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर कैसे क्या क्या होगा, सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। इसमें नेपाल को एक्सेस भी दिया जाता है कि इंडिया में वो वेपन्स को अगर एक्वायर करना चाहता है, लेन देन करना चाहता है, वो भी कर सकता है। नेहरू कोटे वाला पैक्ट ये 1954 में आता है, साइन किया जाता है। इस पैक्ट में इंडियन ओरिजिन जो तामिल है श्रीलंका में, तब उसे सीलोन कहते थे, उनका क्या किया जाएगा, उनकी सिटीजनशिप की बात की जाती है, उनके रिपैट्रिएशन की बात की जाती है, यानी अगर वो इंडिया वापस आना चाहते हैं तो उसकी बात भी की जाती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब ब्रिटिशर लेकर जाते हैं कॉलोनियल रूल के टाइम पर तमिलियंस को सीलोन में अपनी लेबर रिलेटेड ज़रूरतों के चलते हुए, तो इसके चलते ये हुआ कि तमिल्स को वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ी, खास करके 1948 के बाद जब ब्रिटिशर चले गए। तो इसमें दोनों कंट्री, इंडिया, सीलोन या श्रीलंका कह लो, वो खर्चा करेंगी या अपनी तरफ से रीसेटलमेंट फैसिलिटीज़ देगी अगर वो सेटल होना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। इंडिया फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट करता है यूएसएसआर के साथ 1953 में। वेस्टर्न नेशन पर डिपेंडेंस नहीं रखना चाहते थे ट्रेड को लेकर प्राइम मिनिस्टर नेहरू। इसी के चलते हुए ईस्टर्न यूरोप कंट्री के साथ अपना संबंध अच्छा करने के लिए यूएसएसआर के साथ फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं 1953 में। इनफैक्ट इंडिया ने जो बेलाई स्टील प्लांट डेवलप किया था वो भी इसी के चलते हुए किया था। सोवियत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था 1955 में, सोवियत की मदद से ही वो ये चीज़ की गई। पंचशील एग्रीमेंट की बात करते हैं 1954 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू और वहाँ के चाइनीज़ प्रीमियर जो अनलाओ के बीच में होता है। ये बात करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस की। कोलंबो में ये साइन किया जाता है। पंचशील एग्रीमेंट में 5 मेन प्रिंसिपल्स लेकर आए जाते हैं जो इंडिया और चाइना के रिलेशन में एक फाउंडेशन रखने जा रहा है। सबसे पहले कहते हैं दोनों ही सॉवरेनिटी और उनकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ आती है नॉन एग्रेशन का बर्ताव रखेंगे, ऐसे नहीं कि एग्रेसिवली अटैक करी जाएंगे बिना किसी बात के। नॉन इंटरफेरेंस रहेगी इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं की जाएगी जो भी चल रहा है। इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। ये 5 प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, किसी भी तरह से उल्टे सीधे करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेहरू नून पैक्ट की बात करते हैं 1958 में आता है। इधर नेहरू साइन करते हैं, उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिरोज़ खान नून साइन करते हैं। ये इंडिया पाक रेड क्लिफ लाइन है 1952 में, जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। उसमें डिस्प्यूट हो जाती है और उसकी डिस्प्यूट को लगते हुए कुछ एरियाज़ जो है इंडिया पाकिस्तान को देना चाहता है, जैसे बेरूबारी यूनियन नंबर 12 वो देना चाहता था और कुछ रिटेन करना चाहता था इंडिया खुद के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस टाइम पर कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है,
कि वो टेरिटरी को सीड कर सके, यानी जो इंडियन टेरिटरी का कोई हिस्सा है वो किसी और कंट्री को दे सके। और ये बात सुप्रीम कोर्ट करते हैं आर्टिकल 3 का हवाला देते हुए। 9th अमेंडमेंट एक्ट जो 1960 में आता है, उसमें एक अमेंडमेंट आती है कॉन्स्टिट्यूशन में और अपने आप को ये पावर देता है कि वो टेरिटरी भी सीड कर सकता है, और उन्होंने की भी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। बहुत बार क्वेश्चन इसी ट्रीटी से बनता है, 1960 में आती है। ये पहले तो याद रखो कौन कौन से पीएम के बीच में हुई। जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में हुई। इसके मीडिएटर वर्ल्ड बैंक रहते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के चलते हुए ही दोनों में ये ट्रीटी पॉसिबल हो पाई। इस ट्रीटी में इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर का कंट्रोल मिलता है, रावी, ब्यास, सतलुज, और पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर का कंट्रोल मिलता है, इंदस, चनाब, झेलम। इंडिया ने बाघड़ा नंगल डैम रिवर सतलुज में किया भी है और नेशन को डेडिकेट किया ये डैम जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में। अब किस कंट्री के पास कौन से रिवर का कंट्रोल आता है ये आपको याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते होते हैं। श्रीमा शास्त्री पैक्ट और बंदरनायके शास्त्री पैक्ट जिसे कहते हैं 1964 में आता है। ये श्रीलंकन के पीएम का नाम है, श्रीमावो बंदरनायके, जिसके चलते हुए शास्त्री श्रीमा पैक्ट या बंदरनायके शास्त्री पैक्ट इसका नाम पड़ता है। इसमें किया क्या जाता है, फिर से वही इशू जो तमिलियंस को लेकर इशू पुराना चलता आ रहा है श्रीलंका में, उसकी ही बात की जाती है। और ये डिसीजन पर पहुंचा जाता है कि 5 लाख से भी ज़्यादा इंडियन ओरिजिन जो वहाँ पर तमिलियंस ले रहे हैं श्रीलंका में, वो दिल्ली यानी इंडिया वापस लेगा, और इसके साथ 3 लाख तमिल्स जो रह रहे हैं वहाँ पर, श्रीलंका उनको सिटीजनशिप का स्टेटस ग्रांट करेगा। नेक्स्ट है ताशकेंत एग्रीमेंट 1966 का। ये वो एग्रीमेंट है जब 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की वार होती है उसके बाद का एग्रीमेंट है। इसलिए इसमें कहा जाता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्री करेंगे कि अपनी फोर्सेस को यानी अपनी आर्मीज को पीछे ले जाएंगी उस पोजीशन पे जो पोजीशन 5 अगस्त 1965 से पहले थी, यानी अटैक करने के टाइम से पहले थी। और कौन कौन सी इसमें बात की जाती है, जैसे कि सीजफायर लाइन बनाई जाएगी, फोर्सेस का यूज नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, ये सब एग्रीमेंट में साइन किया जाता है। अब 10 जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन के प्रीमियर लीडर कॉसिगिन इनवाइट करते हैं शास्त्री जी को और प्रेसिडेंट अयूब खान को ताशकेंत उज़्बेकिस्तान में कि ये वार को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, और ये साइन करवाया जाता है। और इसी के चलते हुए ही ताशकेंत एग्रीमेंट जन्म लेता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये एग्रीमेंट जब लाल बहादुर शास्त्री करने जाते हैं वहाँ पर उनकी इसी टाइम पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट ट्रीटी है इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो 1971 में साइन की जाती है। ये ट्रीटी एक विजिबल चेंज कहलाता है। नॉन अलाइंड स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे इंडिया हट रहा है और सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव ज़्यादा कर रहा है। इंडिया और यूएसएसआर ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 में साइन करती है। 20 साल के लिए ये ट्रीटी चलने वाली थी और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की गई थी कि यूएसएसआर जो है इंडिया को मिलिट्री सप्लाईज प्रोवाइड कराएगा और इन केस चाइना अगर इंडिया पर अटैक करता है इंडिया की मदद के लिए आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट की, 1972 में होता है। 1971 का जब इंडिया और पाकिस्तान वार खत्म होता है तो शिमला एग्रीमेंट कहलाया जाता है, उसके बाद साइन किया जाता है। 2 जुलाई 1972 में यह साइन होता है। इसको प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो साइन करते हैं। दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि अगर इनमें किसी भी तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे और किए भी किस तरह से जाएंगे, बायलैटरल नेगोशिएशन से किए जाएंगे, फॉरेन मीडिएशन उसमें नहीं इन्वॉल्व किए जाएंगे, यानी कोई दूसरी कंट्री का इसमें हाथ नहीं होगा, दोनों मिल बैठ के सॉल्व कर लेंगे। यूएन में चार्टर में जो बातें लिखी गई है उसके हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को गवर्न किया जाएगा। सीजफायर लाइन जो है दिसंबर 17, 1971 यानी बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद वाली लाइन, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। शिमला एग्रीमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर बायलैटरल रेजोल्यूशन की पहली बार बात की जाती है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में कोई गड़बड़ी होती है दोनों बैठ के सॉल्व करेंगे, तीसरी पावर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में बांग्लादेश के साथ इंडिया साइन करता है। हालांकि इसको साइन 1974 में किया जाता है लेकिन 2015 में इसको इन्फोर्स किया जाता है। इस एग्रीमेंट में यह कहा जाता है 111 एनक्लेव यानी कुछ लैंड के टुकड़े होंगे जो बांग्लादेश को मिलेंगे और बांग्लादेश 51 एनक्लेव इंडिया को ट्रांसफर करेगा। ये 100th अमेंडमेंट लेकर 2015 में इसको एनफोर्स भी कर दिया जाता है फाइनली, जो पुराना एग्रीमेंट था। मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी आती है, 1976 में आती है। मालदीव्स मिनिकोय आइलैंड पे अपना क्लेम पहली बार जताता है
और उसी के क्लेम को ख़त्म करने के लिए मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976 आती है। इस ट्रीटी के चलते हुए ये क्लियरली डिसाइड कर लिया गया कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है EEZ वो कौन कौन से हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में, टेरिटोरियल वाटर कौन कौन से कहलाए जाएंगे, मिनी कोई आइलैंड पे मालदीव्स का किसी तरह का क्लेम नहीं रहेगा, मालदीव्स ने उसको ड्रॉप भी कर दिया और उसको आज इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक क्लियर जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर ली गई कि मैरीटाइम जोन्स कौन से हैं, फिशिंग राइट्स किसके कहाँ कहाँ पर है, किसके कितने नेचुरल रिसोर्सेज है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर ये ट्रीटी अपने आप में एक लैंडमार्क ट्रीटी बन गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ढाका चार्टर जो 1985 में आता है। ये क्या है? इसी में सार्क इस्टेब्लिश किया जाता है। राजीव गांधी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें माना जाता है। अब इसको साइन तो किया जाता है, सार्क के बारे में आप सबको पता है। इसकी आज जो है 8 मेंबर नेशन कंट्री हो चुकी है जिनके नाम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड मालदीव इसमें आ जाती है। ये ट्रेड, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ों बातें करता है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है यानी हेडक्वार्टर्स है वो जो सार्क की एक्टिविटीज़ और मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करता रहता है। इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987 में आता है। अब ये भी समझ लेते हैं ये क्या है। श्रीलंकन वार ऑफिशियली बिगिंस होता है 1983 में सिन्हालीज मेजॉरिटी गवर्नमेंट के बीच में और साथ में मिलिटेंट ग्रुप LTTE तमिल टाइगर जिसे कहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ये कहते हैं इस एक्ट के ज़रिए जो साइन करते हैं 1987 में, वो कहते हैं कि हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे श्रीलंका में सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए। और इसके साथ ये एग्रीमेंट में साइन किया जाता है कि पावर की डेवोल्यूशन होगी। कहने का मतलब है श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वहाँ के तमिल मेजॉरिटी एरियाज़ में ऑटोनमस प्रोविंशियल काउंसिल चलाएगी जहाँ पर वहाँ के तमिलियन को ये राइट मिल जाएगा कि वो अपनी छोटी मोटी सरकार वहाँ पर चला सकेंगे, उनके पास कुछ पावर आ जाएगी। इसी के साथ LTTE को हथियार छोड़ने होंगे अगर वो ऐसी ऑटोनमी चाहती है। डिसआर्मामेंट की बात उनके लिए की जाती है। न्यूक्लियर नॉन एग्रेशन का एग्रीमेंट साइन किया जाता है 1988 में। राजीव गांधी की अच्छी खासी रेपो थी बेनजीर भुट्टो के साथ और न्यूक्लियर नॉन एग्रेशन का एग्रीमेंट साइन किया जाता है। सबसे पहले इसमें बात की जाती है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, कि दोनों कंट्री एग्री करते हैं कि कोई भी पहले न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करेगा और न्यूक्लियर अटैक करने से पहले दूसरी कंट्री को नोटिफाई करना होगा और बात बात पर न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दिए जाएंगे, इसलिए न्यूक्लियर एग्रेशन को अवॉइड करना होगा। पीसफुल कोऑपरेशन की बात भी की जाती है इसमें। महाकाली ट्रीटी आती है 1996 में। ये साइन की जाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसमें क्या होता है, महाकाली रिवर के पानी को, वाटर को कैसे यूज़ किया जाता है इरिगेशन के पर्पस के लिए, पावर जनरेशन के लिए और भी बेनिफिट्स के लिए, उसको लेकर ये ट्रीटी आई थी। इसी ट्रीटी के चलते हुए टनकपुर डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसकी पावर और उसके वाटर को इरिगेशन पर्पस के लिए अगर यूज़ किया जाता है, दोनों कंट्री को बेनिफिट होना चाहिए। इस ट्रीटी में एग्रीमेंट था। इसी के चलते हुए गंगा वाटर ट्रीटी भी साइन की जाती है 1996 में। ये IK गुजराल करते हैं। वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु उसे इनिशिएट कर और बांग्लादेश के जो लीडर थे हसीना वजीद, उनके साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है। 30 साल के लिए ये एग्रीमेंट रखा जाता है। वाटर शेयरिंग कैसी रही, खास करके ड्राई सीजन में गंगा वाटर कैसे एलोकेट होगा फ्राका बैरेज पे, उसकी बात की जाती है। दोनों जॉइंट मॉनिटर करेंगे इसके फ्लो को ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलती रहे दोनों को, और कोऑपरेशन जो है रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। लाहौर डिक्लेरेशन आती है 1999 की। इसे बस डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब पाकिस्तान जाते हैं तो ये चीज़ करके आते हैं। अब डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या होता है, पहली बात तो ये है फेब 99 में साइन की जाती है। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी साइन करते हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे नवाज शरीफ साइन करते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि न्यूक्लियर आर्म रेस जो चल रही है इंडिया और पाकिस्तान में, उसको रोकना होगा। इसके साथ ये भी एग्रीमेंट किया जाता है कि शिमला एग्रीमेंट में जो बातें की गई है उसको फॉलो किया जाएगा। बायलैटरल प्रोसेस से नेगोशिएशन की जाएगी, किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इस बात को दोबारा एम्फेसाइज किया जाता है। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन आती है 2003 में। लुक ईस्ट पॉलिसी के चलते हुए प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इसी ट्रीटी को ओवरसी करते हैं। सुमित लेवल पार्टनर इंडिया को बनाया जाता है एजियान का 2002 में, और ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कोऑपरेशन एजियान के साथ 2003 में साइन की जाती है। ये पीसफुल कोऑपरेशन की बात करती है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर कोलैबोरेशन की जानी चाहिए। ट्रेड, सिक्योरिटी और कल्चर के लेवल पर बात करती है। रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन रहनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया के लेवल पर, उसकी बात करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, जो 2004 में आता है और इसे साफ्ता के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में साइन किया जाता है, 2006 में इसको इन्फोर्स किया जाता है। ये कहाँ पर साइन किया जाता है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो 12th सार्क सुमित होता है वहाँ पर इसे साइन किया जाता है। इसमें टैरिफ रिडक्शन की बात की जाती है, यानी जो कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती है ट्रेडेड गुड्स पर, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे। ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की गई है, यानी ट्रेड के जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाइड किए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। स्पेशल कंसिडरेशन की भी इसमें एक बात की जाती है, यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से गुड आती है, जैसे कि अफगानिस्तान से होगी, बांग्लादेश से होगी, उन पे कस्टम ड्यूटीज़ कम लगाई जाएगी। अब बात करते हैं इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो 2005 में साइन किया जाता है। देखिए, पीएम मनमोहन सिंह लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में लॉन्च करते हैं। उसी के चलते हुए वेस्ट एशियन नेशन जो है गल्फ रीजन के, उनके साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है। टैरिफ को रिड्यूस करने की इसमें बात की जाती है, ट्रेड को फैसिलिटेट करने की, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने की बात की जाती है। अब जीसीसी समझ लीजिए पहले क्या है। जीसीसी है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें कौन सी कंट्री आती है? 6 कंट्रीज आती है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतार, ओमान और बहरीन। और इनके साथ ही ये एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें ट्रेड को लिबरलाइज करने की बात की जाती है। सिविल न्यूक्लियर डील की बात करते हैं, 2006 में इंडिया साइन करते हैं। प्रेसिडेंट बुश यूएसए के और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंडिया की तरफ से ये सिविल न्यूक्लियर डील साइन होती है 2 मार्च 2006 में। ये इंडिया के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था। क्यों एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट था? क्योंकि इंडिया ने एनपीटी ट्रीटी पे साइन नहीं किया था। इसकी वजह से इंडिया के जो न्यूक्लियर सप्लाईज में प्रॉब्लम आ रही थी वो इसकी वजह से सॉल्व होने वाली थी। यानी इंडिया को वो सारे एडवांटेज अब मिलने वाले थे जो P5 कंट्री जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट है, जिनको एडवांटेज मिलती है, और इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं था, वो सारी एडवांटेज इसी डील के बाद उन्हें मिलने वाली थी। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो इंडिया को फॉलो करनी थी। सबसे पहले सिविल और मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इंडिया अलग करेगा, और इंडिया की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ होगी वो एक न्यूक्लियर वॉचडॉग जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके सेफ गार्ड्स के तहत रखेगा। इंडिया किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को उन कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र नहीं करेगा जिनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको इंटरनेशनली स्प्रेड नहीं करेगा। 123 एग्रीमेंट 2008 में आता है। ये एग्रीमेंट भी कुछ ऐसा ही है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने इंडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती है, इस एग्रीमेंट के चलते हुए वो रिस्ट्रिक्शन किसी तरह से रिमूव हो जाएगी। अब जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर भी ट्रेड कर सकेंगे। 10 अक्टूबर 2008 में ये साइन होता है, फाइनली फुली ऑपरेशनलाइज हो रखा है। अब आता है सेपा, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो 2009 में आता है। ये इंडिया साउथ कोरिया के साथ तो 2009 में साइन करता है, इम्प्लीमेंटेड चाहे 2010 में होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और कौन कौन सी कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन है। जैसे जापान के साथ 2011 में साइन किया है, यूएई के साथ 2022 में रिसेंटली साइन किया है। ये आपको पता होना चाहिए इंडिया ने ये एग्रीमेंट किन किन कंट्रीज़ के साथ कब कब साइन किया है। अब बात करते हैं लिमोवा की, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये 2000 में साइन किया जाता है, इंडिया और यूएसए के बीच में साइन होता है। इसमें सबसे पहली बात आती है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे फ्यूल है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है। जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन दोनों में से कोई भी कंट्री कर रही होगी, मिलिट्री फैसिलिटीज़ जो है वो यूएस इंडिया की यूज़ कर सकेगा रीफ्यूल करने के लिए, रीसप्लाई के पर्पज़ के लिए। कॉस्ट एंड टर्म्स की इसमें बात की जाए, ऑपरेशन नीड्स के लिए केस बाय केस कॉस्ट एंड कंडीशन सब डिस्क्राइब की जाएगी। फिर आता है जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट को कॉमकसा। इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इंडिया यूएसए 2018 में साइन करते हैं। सबसे पहले इसमें आती है सिक्योर कम्युनिकेशन होगी, यानी जो भी कम्युनिकेशन इनमें रहेगी वो इनक्रिप्टेड होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की इसमें बात की जाती है। ऑपरेशन कंपैटिबिलिटी की इसमें बात की जाती है कि जब जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन और एक्सरसाइज हो उसमें कोऑर्डिनेशन ये बनाए रखेंगे। फिर एक और एग्रीमेंट आता है जिसे कहते हैं गोसमिया। ये आप याद रखना, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में साइन हुआ था, लेकिन 2019 में जो आता है वो एक एक्सटेंशन आती है और उस एक्सटेंशन का नाम है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, ISA जिसे कहते हैं। ये 2+2 डायलॉग जो 2019 में होता है उसमें ये साइन किया जाता है। इसमें ये बात एग्रीमेंट में रखी जाती है कि कोई भी मिलिट्री इंफॉर्मेशन है यूएसए और इंडिया के बीच में वो एक्सचेंज की जाएगी क्लासिफाइड में। नेक्स्ट एग्रीमेंट आता है जिसे हम बैका कहते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये 26 नवंबर 2020 में साइन किया जाता है।
इसमें जियो स्पेशियल कोऑपरेशन की बात की जाती है, यानी सैटेलाइट डाटा जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाएगा बेटर टारगेटिंग के लिए या नेविगेशन के लिए। सिक्योरिटी एनहेंसमेंट की बात की जाती है, और भी ज़्यादा सिक्योरिटी को एनहेंस किया जाएगा, रियल टाइम डाटा इसमें शेयर किया जाएगा। स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन की बात आती है, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन और एक्सरसाइजेस होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन और भी बेटर की जाएगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या होता है। डॉक्ट्रिन्स को लेकर हमने वीडियो बनाई है और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो डॉक्ट्रिन वर्ड का मीनिंग हिंदी में सिद्धांत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन में किसी तरह के कुछ जनरल रूल्स जो हर कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेकर आती है। फॉर एग्जांपल, इसमें पॉलिटिकल लीडर्स कैसे दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं और उन रिलेशन को मेंटेन करते वक्त वो कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, उन्हें फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन कहा जाता है। यूजुअली ये डॉक्ट्रिन्स के जो नेम होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स या डिप्लोमेट्स के नाम के बाद ही रखे जाते हैं, जैसे निक्सन डॉक्ट्रिन हो गया, इंदिरा डॉक्ट्रिन हो गया, गुजराल डॉक्ट्रिन हो गया। तो हम इस वीडियो में यूएसए के 4 डॉक्ट्रिन, सोवियत यूनियन के 2 डॉक्ट्रिन और इंडिया के भी 2 डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे। तो टोटल 8 डॉक्ट्रिन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में। मुनरो डॉक्ट्रिन यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की एक पॉलिसी थी जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को अपोज करती थी। इस डॉक्ट्रिन में यह कहा गया था कि अमेरिकाज में जब अमेरिका के साथ एस लग जाता है, अमेरिकाज बनता है, तो इसमें कनाडा, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसे लैटिन अमेरिका कहते हैं, ये रीजन आ जाता है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर इस रीजन में कोई भी फॉरेन कंट्री या फॉरेन पावर हमारे रीजन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी तो यूएस उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेगा। यूएस मानेगा कि ये जो कदम उठाया है उस कंट्री ने गलत है और उसके लिए वो एक्शन लेगा। 1823 में ये डॉक्ट्रिन आता है, लेकिन ये मुनरो डॉक्ट्रिन जो टर्म को कॉइन किया जाता है ये 1850 को किया जाता है। और इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं जो आर्किटेक्चर है फुली डेवलप किया था, वो किया था यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, यानी वहाँ के एक फॉरेन मिनिस्टर ने, जिनका नाम था जॉन क्विंसी एडम्स। हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका कोल्ड वॉर में कैसे डील करता है उसको लेकर है। तो ये अनाउंस की गई थी मार्च 12, 1947 में बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन यह कहता है कि अमेरिका उन सारी कंट्रीज को सपोर्ट करेगा जिन कंट्री को यूएसएसआर से खतरा है या डर है, जहां पर सोवियत कम्युनिज्म का उन्हें डर है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अमेरिका फॉरेन पॉलिसी की एक फाउंडेशन बनता है कोल्ड वॉर के टाइम पर। कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने जो भी बेसिकली पॉलिसी को फॉलो किया है वो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को किया है। इसी के चलते हुए 1949 में नेटो को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है निक्सन डॉक्ट्रिन। निक्सन डॉक्ट्रिन को गुआम डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। गुआम एक जगह है जहां पर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने स्पीच दी थी जुलाई 25, 1969 में। और इस स्पीच पर उन्होंने ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट सिर्फ उन्हीं को डिफेंड करेगा या उन्हीं की डेवलपमेंट के लिए मदद करेगा जो उसके दोस्त हैं, मित्र हैं। बाकी के जितने भी फ्री नेशन हैं उनको अपने डिफेंस खुद करना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई खतरा आता है तो उन्हें खुद ही डिफेंड करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ एशियन नेशन जिनको अभी तक यूएसए सपोर्ट कर रहा था, यूएसए अपनी सपोर्ट वो वापस लेना शुरू कर देता है। इसका आप कंटेक्स्ट समझ सकते हैं कि वियतनाम वार में इतना क्रिटिसिज्म मिलता है अमेरिका को। वियतनाम के वार में अमेरिका अपने 50,000 से भी ज़्यादा सोल्जर भेजता है, जबकि वियतनाम को प्रोटेक्ट करने की कोई ट्रीटी भी साइन नहीं कर रखी थी वियतनाम के साथ। तो इसी चीज़ को लेकर निक्सन डॉक्ट्रिन क्लियर करता है कि हम उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे जहां पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें हमें नुकसान हो रहा है। तो एशिया रीजन में और कुछ और रीजन में खुद को कंट्रीज़ को डेवलप करना होगा, डिफेंड करना होगा, उसमें यूएस इन्वॉल्व नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है रैगन डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन यूएस की फॉरेन पॉलिसी में 1980s में आता है। इसमें रैगन डॉक्ट्रिन ये कहता है कि यूएस जितने भी एंटी कम्युनिस्ट ग्रिलास और रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है, मतलब यूएसएसआर के खिलाफ जो भी मूवमेंट्स कहीं पर भी चल रही है, यूएस उनकी मदद करेगा। तो इसीलिए जो सोवियत नेशन के द्वारा अफ्रीका में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी, कुछ एशियन कंट्रीज़ में की थी या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में की थी,
तो यूएस मानता था कि उन सभी कंट्रीज में सोवियत यूनियन का रोल बैक कराना है, यानी उनको वहां से बाहर निकालना है। तो इसके लिए वहां पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है सोवियत गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हम उनको सपोर्ट करेंगे। इसी डॉक्ट्रिन के चलते हुए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को यूएस सपोर्ट करता है, और वहां पर क्योंकि अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत यूनियन ने अपना कब्जा कर लिया था, उसको बाहर निकालने के लिए वहां के मुजाहिदीन लोगों को फंड करने लगा यूएस। हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन, और ये सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक डॉक्ट्रिन है। इस डॉक्ट्रिन में ये प्रोक्लेम किया गया था कि जहां जहां भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट रूल है, वहां पर अगर उन्हें कोई थ्रेट आता है किसी एक रीजन पर, किसी एक कंट्री पर, तो हम मानेंगे हमारी पूरे अस्तित्व को, हम सबको जो है वो थ्रेट मिल रहा है, और हम सब सोवियत नेशन जो है उसके अगेंस्ट, उस थ्रेट के अगेंस्ट इकट्ठे होकर लड़ेंगे। तो इस डॉक्ट्रिन को दिया था लियोनिड ब्रेजनेव ने, जो जनरल सेक्रेटरी थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के उस टाइम के। तो ये एक्चुअली डॉक्ट्रिन इसलिए दिया गया था क्योंकि सोवियत यूनियन ने चेकोस्लोवाकिया पर जो हमला किया था 1968 में, और 1979 में जो अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था, इन सभी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन जो है दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है सनत्रा डॉक्ट्रिन, और इस डॉक्ट्रिन को यूज करते थे मिखेल गोर्बाचेव। ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि जो वार्सा पैक्ट की मेंबर कंट्रीज हैं, उनके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको लेकर यूएसएसआर इंटरफेयर नहीं करेगा। जो उनका इंटरनल मैटर्स होंगे वो खुद ही डील कर सकते हैं। इसके लिए यूएसएसआर किसी तरह की उन्हें डायरेक्शन इशू नहीं करेगा। सनत्रा डॉक्ट्रिन का ये जो नाम है सनत्रा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। एक्चुअली सोवियत गवर्नमेंट ने इसको मजाकिया रूप में ये वर्ड को यूज़ किया, जो बाद में पॉपुलर हो गया। सनत्रा नेम किसका था? फ्रैंक सिनेत्रा अमेरिकन सिंगर थे, जिनका एक सॉन्ग है माई वे, और माई वे सॉन्ग के चलते हुए ही इस डॉक्ट्रिन का नाम सनत्रा डॉक्ट्रिन एक सिंगर के नाम पर रख दिया। माई वे का यहाँ पर मतलब ये बनेगा कि जो वार्सा पैक्ट के मेंबर हैं उनको ये अलाउ किया गया कि वो अपने तरीके से अपनी सरकार चला सकती है, यूएसएसआर उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका लेकिन एक बड़ा खामियाजा भी यूएसएसआर को बाद में भुगतना पड़ता है। धीरे धीरे करके वो कंट्री जो यूएसएसआर का एक टाइम पर पार्ट होती थी, वो इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगती है, वो ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगती है, और एंड में आके 90s में यूएसएसआर जो है क्लैप्स हो जाता है। हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेकर है, वो है इंदिरा डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि साउथ एशिया रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है उसको इंटरफेयर नहीं करना दिया जाएगा, और इस रीजन में जो भी इश्यूज चल रहे होंगे वो कंट्रीज आपसी सहमति से सॉल्व करेंगे, यानी बायलैटरली सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का अगर कोई इशू है तो इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, उसमें किसी तीसरी पावर का इंटरफेरेंस सही नहीं माना जाएगा। ये 1970s में पॉपुलर होता है, और वैसे भी जब शिमला एग्रीमेंट साइन करती है इंदिरा गांधी, तो वहाँ पर वो सीधे डिक्लेयर करती है कि इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज है वो बायलैटरली सॉल्व हो गए, यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, उसमें किसी थर्ड पावर की इंटरफेरेंस जो है ठीक नहीं मानी जाएगी। इंदिरा डॉक्ट्रिन को मुनरो डॉक्ट्रिन के साथ कंपेयर किया जाता है, और इसको यहाँ तक कि इंडिया का मुनरो डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। मुनरो डॉक्ट्रिन जो मैंने सबसे पहला डॉक्ट्रिन आपको एक्सप्लेन किया, वो भी बिल्कुल इसी के साथ मिलता जुलता था। जो अमेरिका का जो रीजन है उसमें बिल्कुल भी किसी भी फॉरेन पावर की इंटरफेरेंस नहीं मानी जाएगी, और यहाँ पर भी साउथ एशिया रीजन में किसी भी एक्सटर्नल पावर की इंटरफेरेंस को नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आता है गुजराल डॉक्ट्रिन, और आज का आखिरी डॉक्ट्रिन। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा कुमार गुजराल ने ये रिकॉग्नाइज किया उस टाइम पर कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन होने कितने जरूरी है। इसी के चलते हुए उन्होंने कुछ 5 प्रिंसिपल निकाले जिनको आज गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है कि इंडिया अपने नेबर के साथ डील करते वक्त रेसिप्रोसिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया दे रहा है अगर किसी नेबर को, तो उसके रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इंडिया अपने आप को बड़ा भाई मानता है जितनी भी नेबर कंट्री से, और उसके एवज में अगर उसे कुछ देना भी पड़ता है अपनी तरफ से तो वो देगा। उसके बदले में ज़रूरी नहीं है कि उसको रिटर्न में कोई ना कोई फेवर चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है। सेकंड ये है कि कोई भी एशियन कंट्री जो होगी, साउथ एशियन कंट्री है, वो अपनी टेरिटरी को अलाउ नहीं करेगी कि कोई दूसरी फॉरेन पावर उस टेरिटरी में आए और उसी रीजन के अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं उसी रीजन के अगेंस्ट जो है लड़ना शुरू कर दे, तो अपनी टेरिटरी को कभी भी मिसयूज नहीं करने देगी। थर्ड प्रिंसिपल है कि कोई भी कंट्री जो है एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी। और फोर्थ प्रिंसिपल है जितनी भी साउथ एशियन कंट्री है वो दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट करेगी। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि जो भी हमारे रिलेशन खराब होंगे, जो भी डिस्प्यूट्स होंगी, उनको बायलैटरल नेगोशिएशन से डील किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर दो कंट्री में रिलेशन खराब है तो वही दो कंट्री
कंट्री जो है उसे सॉल्व करेंगे, तीसरी कोई भी कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडू सीकर में। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो आइए देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक CUET PG, UGC नेट एंड GRF। सो आज हम कवर करेंगे प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द कैबिनेट पोर्शन एंड द अमेंडमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना बिना टाइम वेस्ट किए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्रियम्बल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द प्रियम्बल वो एज इट इज़ पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में क्वेश्चंस बनने लग गए हैं फ्रॉम दी सब्जेक्ट मैटर कि आप अरेंज कर दीजिए इन दी क्रोनोलॉजी कि कौन सा टर्म पहले आ रहा है, कौन सा टर्म बाद में आ रहा है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एक तो बात ये हो गई। एंड दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि फर्स्ट द प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द जस्टिस, फिर बात करता है लिबर्टी की, फिर बात करता है इक्वालिटी की, और फिर बात करता है फ्रेटर्निटी की। तो देखो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि टर्म्स को अरेंज कर दिया है, यहाँ से हमें फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलती है कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रायर थिंग फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस का जो आइडिया है वो सबसे ज़्यादा क्या है, फोरमोस्ट है। फिर आती है हमारे लिए लिबर्टी, और फिर हमारे लिए आती है इक्वालिटी। तो जैसे कहा भी जाता है कि जस्टिस इज़ द फंडामेंटल वैल्यू है ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, तो जस्टिस इसलिए सबसे पहले आएगा। और आपने पढ़ा होगा रॉल्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो वहाँ भी वो क्या कहते हैं कि लिबर्टी कम्स फर्स्ट, देन कम्स द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जस्टिस सबसे फंडामेंटल हो गया, फिर लिबर्टी आ गई, फिर इक्वालिटी आ गई। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है। एंड वी कैन रिलेट दिस आइडिया ऑफ प्रियम्बल टू द रॉल्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस, कि जो उन्होंने वहाँ पे लेक्सिकन ऑर्डर दिया था कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे प्रियम्बल के अंदर भी। ठीक है, बल्कि प्रियम्बल तो देखो पहले आया था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हिज आइडियाज वर इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। तो ठीक है, इस तरीके से इंट्रोलेट करेंगे चीज़ों को तो बेटर समझ में आएगा। चलिए फिर सब्जेक्ट मैटर को एक बार आप पढ़िएगा अच्छे से इसको और एक बार समझिएगा। बट जो मैंने आपको बताया ये टर्म्स जो हैं ये याद रहने चाहिए कि कौन सा पहले यूज़ किया गया है, कौन सा बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सो कुछ फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दी प्रियम्बल। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने ऑफिशियली प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। सो कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से इंस्पायर्ड है, या फिर जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है दैट इज अटैच्ड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द USA। ठीक, फिर हम बात कर सकते हैं द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑफिशियली जो मेन जो अपना डॉक्यूमेंट था वो था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का, कि हमारे जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होंगे संविधान के वो क्या होंगे। ठीक, उसी की एंड में जाके ट्रिमिंग होने के बाद वो एज ए प्रियम्बल निकल के आता है। तो पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसी पे इसका मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड है प्रियम्बल का। फिर ध्यान रखना हमको क्या बात कि प्रियम्बल के अंदर दे रखा है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ये 26 नवंबर 1949, जो कि प्रियम्बल के सब्जेक्ट मैटर में भी लिखी हुई है। अब देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि डेट ऑफ एडॉप्शन एज वेल एज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या आएगा उस पर ध्यान रखना। देखो यहीं भी आती हैं डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। कई बार हमको लगता है कि हमको तो पता है 26 नवंबर 1949 इज़ द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम तो गलत करेंगे नहीं। बट क्वेश्चन होता है कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या थी, तो वो थी 26 जनवरी 1950। उसी दिन हमारा बनता है रिपब्लिक डे। ठीक, बट अगर क्वेश्चन आता है एडॉप्शन, तो हमने एडॉप्ट तो कर लिया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो उसके पोर्शन थे, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स, शेड्यूल्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उनका इन्फोर्समेंट हुआ था, कमेंसमेंट हुआ था कि भाई अब से लागू होगा, वो 26 जनवरी 1950 थी। तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए और ये याद भी रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि प्रियम्बल के अंदर यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो एज यू नो कि पहला वर्ड हमारा है सोवरेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है एक रिपब्लिक पॉलिटी है जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी भी और नेशन पे या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला आइडिया ये था कि हमने इंडिपेंडेंस ली थी नई नई, तो अपने आप को हमें एसर्ट करना था एज ए सोवरेन नेशन। तो सोवरेनिटी किसी भी नेशन स्टेट के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया गया है, हिंदी प्रियम्बल के अंदर यूज़ किया गया है वर्ड को। ठीक है, फिर आता है सोशलिज्म। तो देखिए एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो डिफरेंट है, वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या फिर हम उसको कह सकते हैं गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म नहीं है, ये थोड़ी सी हाइब्रिड फॉर्म है जहाँ पे हमने सर्टेन आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के एंड सर्टेन आइडियाज़ हैं अपने सोशलिज्म के, उनको ब्लेंड कर दिया है और उसके बाद फिर हमने इंडियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म को डेवलप किया है। ठीक है, फिर आता है सेक्युलर, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारा है संविधान धर्म निरपेक्ष, या भी कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव, मतलब हर धर्म का इक्वल रिस्पेक्ट करना। ठीक, फिर आता है डेमोक्रेटिक। आपको पता होगा कि भाई डेमोक्रेसी है इंडिया। ठीक है,
तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ द सुप्रीम पावर क्या है, इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल है, ठीक है। सो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि देयर आर सर्टेन टूल्स होते हैं ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये याद रख लीजिए आप, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इसमें से आपने रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट सुने भी होंगे, जो कि वोटिंग की जाती है ऑन पर्टिकुलर मैटर्स, जहाँ पे जो पीपल होते हैं किसी टेरिटरी के, वो वोट करते हैं किसी मैटर को लेके, ठीक। तो इंडिया के अंदर अभी ये चारों टूल्स यूज़ नहीं किए जाते हैं बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। तो ये मेनली प्रिविलेंट हैं इन द कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द पोल्स यूजिंग सच टूल्स ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सो आइए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द आइडिया ऑफ रिपब्लिक। यस, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है, देखिए एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में है प्राइम मिनिस्टर, ठीक, क्योंकि इंडिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बट एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी हेड ऑफ द स्टेट। सो हेड ऑफ द स्टेट देखो दो हो सकते हैं, तो प्रेसिडेंट हो सकता है, फिर मोनार्क हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पे कौन है? मोनार्क है, और कहो तो क्वीन, किंग, ये लोग हैं। तो इसलिए यूके डेमोक्रेसी तो है बट यूके रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। बट इंडिया एक रिपब्लिक पॉलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट होता है कैसे? इलेक्टेड, ठीक है, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है लेकिन इलेक्टेड है। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का, भारत का कोई भी नागरिक प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं रिपब्लिक। ऐसा नहीं कोई प्रिविलेज क्लास है, कोई स्पेशल सेक्शन ऑफ पीपल हैं बस वही बनेंगे, तो इट इज़ नॉट ए मोनार्की, इट इज़ रिपब्लिकन इन नेचर। सो इसको आप ध्यान रखना है, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक पॉलिटी जस्ट लाइक द यूएसए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम सर्टेन टर्म्स लाइक जस्टिस, जो हमने बात की। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने तरीके की जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल। तो बात करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और उसमें भी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब भी बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द लिबर्टी। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टीज़ आर लाइक एनश्राइंड इन दी प्रियम्बल, ठीक है, कितने तरीके की और कौन कौन सी हैं। तो हेयर वी आर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक। और ये ध्यान रखना कि लिबर्टीज़ को तो एनफोर्सेबल बनाया भी गया है, ठीक, इन दी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन है, वहाँ पे लिबर्टी तो हमारे पास एक हमारा फंडामेंटल राइट है, या फिर जो कि एनफोर्सेबल है बाय दी सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सो वहाँ पे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिबर्टी हमें मिली ही है, बट इन द प्रियम्बल जो जिक्र है वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की हमें लिबर्टी दे रखी है, ठीक। देन कम्स दी इक्वालिटी। तो यहाँ पे इक्वालिटी का मतलब आपको पता है कि सब बराबर होंगे, कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं हो सकती सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं है कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो सोशली एवरीवन इज़ इक्वल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द न्यू वर्ड दैट इज़ कॉल्ड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का आपको ध्यान रखना है, मतलब होता है एक तरीके से भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। तो इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं, एक तो ये है कि टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एंड दूसरी है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को इंश्योर करना। तो देखो यहाँ भी हमको दो थ्योरीज देखने को मिल रही हैं, दो पॉलिटिकल फिनोमिनास देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, तो बात आती है हमारे पास लिबरलिज्म की, ठीक है। और फिर हम जब बात करते हैं इंटीग्रिटी नेशन की, यूनिटी की, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्टिविज्म की, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा जो मल्टीकल्चरिज्म है या फिर कम्युनिटेरियंस हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन प्रियम्बल हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो ब्लेंड है ऑफ द मल्टीपल पॉलिटिकल थ्योरीज या फिर मल्टीपल आइडियोलॉजीज़ का। उसको आप ऐसे करके एक सिंगल फ्रेमवर्क से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हॉलिस्टिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जो कि प्रियम्बल के अंदर ही हमें वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हुए समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देख लेते हैं सर्टेन कमेंट्स ऑन द प्रियम्बल, जो कि पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो के मुंशी ने कहा था कि प्रियम्बल है हॉरोस्कोप ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुर दास ने कहा था द प्रियम्बल इज़ द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि रिलेटेड हैं टू द प्रियम्बल, जिसमें पहले आता है बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड सिंस इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक। बट देन होता है 1973 का लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि येस प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, गिवन दैट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल, ठीक। तो अमेंडमेंट भी हो सकता है प्रियम्बल का अब, और वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाएगा, ठीक है। और जब अमेंडमेंट की बात आई है तो ध्यान रखेंगे
कि प्रेम्बल को अभी तक बस एक बार ही अमेंड किया गया है, वो किया गया है थ्रू दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके बाद से उसमें ऐड किए गए थे 3 न्यू वर्ड्स। और वो कौन कौन से वर्ड्स थे हमारे पास? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वाले, ठीक, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो सोशलिस्ट वर्ड, सेकुलर वर्ड एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ऐड किए गए, ठीक। और मैंने आपको केसेस बता दिए रिलेटेड टू द प्रीएम्बल, ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द न्यू टॉपिक, जो कि हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि 1934 में फॉर द फर्स्ट टाइम द आइडिया जो है इसका वो पुट फॉरवर्ड बाय दी एम एन रॉय। आपको पता होगा एम एन रॉय के बारे में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी हम पढ़ते हैं। तो ही वॉज अ पर्सनैलिटी हु रिप्रेजेंट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो इनके पास ऐसी नॉलेज थी, पीछे ये लिबरलिज्म को भी सपोर्ट करते थे, फिर ये कम्युनिस्ट भी बन गए थे, फिर ये गांधीयन भी बन गए थे, अल्टीमेटली रेडिकल ह्यूमैनिज्म में चले गए थे। सो ये पर्सन ऐसे थे, दुनिया देखी थी, उन्होंने दुनिया घूमी थी। सो ही नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए कंट्री। तो इसीलिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया पहले ही पुट फॉरवर्ड कर दिया था कि ऐसे करके 1930s में ही अगर हम बना लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो हमारा खुद का एक संविधान बन पाएगा और फिर हम अपने आप को एजर्ट कर पाएंगे फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, ठीक है ना, जो सीट्स एलोकेट की गई थी, मान के चलिए कुछ तो ऐसी थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस थी, जैसे कि आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गुजरात है, या उस समय तो खैर महाराष्ट्र था। सो ऐसे करके 10 से जो 12 प्रोविंसेस थी उनको भी सीट दी गई थी, और फिर काफ़ी सारी अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके बारे में आपको पता होगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिनका इंटीग्रेशन भी किया गया था। काफ़ी ज़्यादा जो 560 थी अराउंड वो इंडिया के साथ आ गई थी, एंड सम ऑफ देम ऑल्सो वेंट विद द पाकिस्तान, ठीक है। तो सबको ही सीट मिली थी इन रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन। तो एक तो ये अच्छी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स को अलॉट किया गया था इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो अगर मैं आपको रफली एक आइडिया बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 10 लाख लोगों पे एक सीट दी गई थी, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, द मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक। तो जो कॉमन मासेस हैं, जो पीपल थे इंडिया के, वो इलेक्ट करते थे अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स को। मतलब मान के चलिए आज के कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, आपने वोट दिया एमएलए के लिए, आपकी विधानसभा में जाके एमएलएस बन गए। अब आगे काम है एमएलएस का कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो रहेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर असेंबली रहेगी, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। तो आप डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं लाइक एमएलएस, वो जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। कह सकते हो जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनडायरेक्टली इलेक्शंस हुए थे, ठीक। आगे बढ़ते। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे ना, वो सब पार्ट बने थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेंट नहीं थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था इलेक्शंस को, तो ध्यान रखना है फैक्ट। बाकी उसके बाद एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1996 को, 1946 दिसंबर 9। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा, जो उस समय ओल्डेस्ट मेंबर थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इवन बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनसे पहले भी डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा जी जो थे वो बने थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है, जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं यार फर्स्ट प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी फिर जैसे मैं बताया, उसके बाद जब फुल फ्लैज इलेक्शन होते हैं फॉर दी प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उनको इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो उनके साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि असेंबली के अंदर वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे, जो कि H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णामाचारी थे, ठीक है ना। अब एक फैक्ट आता है इंपॉर्टेंट ये कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी असेंबली की वो स्टार्टिंग में थी 389। मतलब स्टार्टिंग में 389 क्यों थी, बाद में 299 क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए कोई प्रपोजल नहीं था, बट जब से जैसे फंक्शनिंग बढ़ती है 1946 के बाद, अब 1947 में आपको पता है जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है उस समय पाकिस्तान एज ए सेपरेट नेशन स्टेट कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही जो पहले इंटीग्रेटेड इंडिया की जो सीट्स थी वो 389 थी, बट जब पाकिस्तान बना तो वो सीट्स हो गई 299। तो जो स्ट्रेंथ थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो रही थी 299, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस, जो कि चले थे 2 साल 11 महीने एंड 18 डेज़ के लिए। अब देखते हैं कुछ
और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि कमिटीज़ जो थी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो कि इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो पहले आती है हमारी यूनियंस पावर कमेटी, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू जी के थी। दैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी नेहरू जी के अंडर थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। रूल्स एंड द प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने असल में संविधान को पूरी तरीके से लिखा था, या उसके पूरे के पूरे जो डेलिब्रेशन था, फंडामेंटल्स थे, सब काम इन्होंने किया था। तो इसके जो मेंबर्स थे ये याद रखने, द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें प्रेसिडेंटशिप थी अंडर डॉक्टर अम्बेडकर जी। फिर देयर इज अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स आल्सो, दैट इज गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव एंड टी कृष्णमाचारी। तो ये 7 मेंबर्स याद कर लेने अच्छे से। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं रिलेटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। तो कुछ प्रोविजंस तो आ गए थे अपने जो हैं, ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीएम्बल वाले टाइम में, कि 26 नवंबर 1949 में ही हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो कुछ प्रोविज़न लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, बस यही 3-4 जो प्रोविजंस थे यही उस समय इन्फोर्स किए गए थे। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था। इसीलिए ही जो ऑफिशियल डेट है फॉर द कमेंसमेंट और सी दी एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज 26 जनवरी 1950, ठीक है। बट अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 बस। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज हैं लाइक ग्रीनवाइल ऑस्टिन, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ए वन पार्टी बॉडी, ठीक है। सर BN राव ने क्या कहा था, कहानी था, बल्कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये थे लीगल एडवाइज़र, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो पूछ सकते हैं, देखो पार्ट तो नहीं थे, सर BN राव वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, बट ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, बट पार्ट नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, ठीक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडियन पॉलिटी का सिस्टम है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी सिस्टम है, वो हमने बोरो किया है या फिर इंस्पायर्ड है फ्रॉम द UK, नॉट फ्रॉम द USA, क्योंकि USA में चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इंडिया के अंदर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटी होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द UK, आपको ध्यान रखना है। बाकी काउंसिल मिनिस्टर कह सकते हो एंकर है या कोर है ऑफ द होल पॉलिटी। बिना काउंसिल मिनिस्टर के पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्ट्रक्चर है ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वही पॉसिबल नहीं है, ठीक। So let's look at some of the important constitutional provisions related to the Council of Ministers. तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को। सिंस प्रेसिडेंट क्या है, वो हमारे पास हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक। तो सारे डिसीजन लिए जाते हैं इन दी नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। बट प्रेसिडेंट ऐसे करके नहीं सू मोटो या फिर खुद की ही ऑटोनॉमी पे डिसीजन ले लेंगे। ही हैज़ टू बी एडवाइज्ड बाई दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तभी प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। और ये बात को ध्यान रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और ये ऑन दी मल्टीपल ओकेजन्स सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को हेल्ड किया है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इन देयर ओन ऑटोनॉमी, ठीक है। दे हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस बात को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। बाकी देखो ये आ गया 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इस एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया है। तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग ओवर द प्रेसिडेंट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, बट 44th अमेंडमेंट के साथ आपको एक फीचर ये याद रख सकते हो कि कोई एडवाइस मान लीजिए, चलिए सपोज करते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक एडवाइस किया कि भाई प्रेसिडेंट जी को कहा आप एमरजेंसी लगा दो इस वाली स्टेट में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, XYZ स्टेट में लगाने को कह दिया। तो 44th अमेंडमेंट ने ये बात कही थी कि एक बार के लिए प्रेसिडेंट उस प्रपोजल को दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आपको मानना है। सो प्रेसिडेंट के पास ये वाली पावर है कि वो दोबारा कह सकते हैं कि एक बार आप इस अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करो। फिर कैबिनेट के पास दोबारा से वो डिसीजन जाता है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और से दी कैबिनेट वो फिर से रिकन्सिडर करते हैं डिसीजन को, और दोबारा से अगर वो फिर से एडवाइस करते हैं ऑन द सेम मैटर, तो फिर प्रेसिडेंट बाउंडेड हैं उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन हाँ, रिकन्सिडरेशन करने के लिए, या फिर कह सकते हो इससे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना, वो तो खैर पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गया, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं इस बात को कि एक बार के लिए वो वापस उस डिसीजन को भेज सकते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि अभी एक बार आप उसको रिकन्सिडर कर लीजिए, मुझे ये चीज़ सही लगती। तो होता क्या है नॉर्मली
कि जब इतने बड़े डिग्निटरी इस चीज़ को आपसे कह रहे हैं टू रिकन्सिडर योर डिसीजन, तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास या फिर हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उनको कल को जाके फिर पब्लिक में भी जस्टिफाई करना है डिसीजन को, एज वेल एज पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज दी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप हर एडवाइस को या फिर हर रिकन्सिडरेशन को इग्नोर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की भी। तो ये 44th अमेंडमेंट के बाद आया था प्रोविज़न, बता दिया आपको, ध्यान रहेगा अच्छे से, ठीक है। देन कम्स दी आर्टिकल 75। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल आर्टिकल कौन सा है एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, तो आर्टिकल 75 एंड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। क्या कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसका मतलब मैं को समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल देके। देखो ऐसा होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, अगर लोकसभा, देखो लोकसभा क्यों लिखा है, पार्लियामेंट क्यों लिखा, क्योंकि राज्यसभा के पास पावर नहीं होती रिमूव करने की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, सरकार गिराने की, ठीक है। लोकसभा के अंदर एक मैकेनिज्म होता है ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर वो मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा और कहते हैं कि सरकार डिसॉल्व हो जाती है और पूरा का पूरा लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाता है फिर, ठीक। तो यही आर्टिकल 75। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, मान के चलिए एमपीज़ हैं, ठीक, तो एमपीज़ के प्रति अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होता है हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आंसरेबिलिटी एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी किसी के प्रति, तो होगा क्या, सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा एग्जीक्यूटिव्स के हैंड में। और जब एग्जीक्यूटिव्स के हैंड में सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाएगी तो फिर काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो वो चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है। सो हम कहते हैं ना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, ठीक। हमारी जो पॉलिटी है उसके अंदर किसी को भी ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीट सुपरमेसी ऑफ पावर दे दी है। तो यही वो प्रिंसिपल है जो कहता है चेक्स एंड बैलेंसेज है बिटवीन द लेजिस्लेटिव्स एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव्स। और जुडिशरी कैसे बीच में आती है चेक्स एंड बैलेंसेज करने के लिए, थ्रू द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कोई लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, जुडिशरी आ जाएगी उसको रिव्यू करने के लिए। या फिर मान के चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो नहीं भाई नहीं कर सकते, बिकॉज लोकसभा के अंदर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। होता नहीं नॉर्मली बिकॉज ऑफ द रूलिंग पार्टी के पास ही मेजॉरिटी होती है, बट एक अच्छा तरीका है चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करने का, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 75 को। देन कम्स दी आर्टिकल 88 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनके पास अधिकार होता है कि वो किसी भी हाउस में जाके बैठ सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकते हैं, बट गिवन डेट वो दोनों हाउस में वोटिंग नहीं कर सकते। वो जिस हाउस के मेंबर होंगे वोटिंग राइट उनके पास उसी हाउस का होगा सिर्फ, बट प्रोसीडिंग में दे कैन पार्टिसिपेट, ठीक है ना, एज पर दी आर्टिकल 88। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि कैबिनेट क्या है। फिर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ लिया ये सब, तो फिर भाई कैबिनेट क्या होता है। हमने सुना था कैबिनेट तो सेम चीज़ होती है, नहीं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। हम कह सकते हैं फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन यूज़ बोथ दी वर्ड्स इंटरचेंजेबली, बट ऑन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी टर्म्स, ठीक है। तो आइए फिर देख लेते हैं एक बार। सो हेयर कम्स द डिफरेंसेस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। तो एक देखिए बड़ी बॉडी है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर 15-20 मेंबर मिला के बनाते हैं कैबिनेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ऑल दी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं, लेकिन कैबिनेट अपने आप में एक पार्ट है ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि इतनी बड़ी बॉडी होती है, इसमें अराउंड कहते हैं ना कि अराउंड 15% ऑफ द टोटल एमपीज़ बन सकते हैं मिनिस्टर। तो भाई वो तो हो जाएंगे 70-80। अब 70-80 लोग थोड़ी ना हर हफ्ते या हर बात पे बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो डेली डिस्कशन के लिए कैबिनेट ही बैठती है। और कैबिनेट ही होती हैं जो कोर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गई, फाइनेंस हो गई। तो मोस्टली यही लोग बैठते हैं और यही लोग डिसीजन लेते हैं, यही लोग डेलिब्रेट करते हैं ऑन दी ऑल दी कोर एंड दी की इशूज़। तो कैबिनेट का ही वो काम होता है, ठीक है। सो कैबिनेट कंपैरेटिवली ज़्यादा पावरफुल है। अब एक इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 75 के अंदर एज वेल एज आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिस्कशन किया गया है, नॉट दी कैबिनेट। सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट टर्म का यूज़ ही नहीं किया गया था, उसको तो हमने 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके बाद इंसर्ट किया गया था, ठीक है ना। जिससे कि इमरजेंसी का जो है ना, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352, उसके अंदर वर्ड ऐड किया गया था कैबिनेट। बट ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैड द टर्म कैबिनेट, ठीक है। इट यूजेस द टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि मेन कमेंट्रीज किसने क्या क्या कहा है अपने कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो राम से म्यूर कहते हैं कि इट इज़ लाइक अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप। लोयल कहते हैं द कैबिनेट इज़ द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क।
की स्टोन देखो, इमेज दिख रहा है आपको, अगर ये वाला स्टोन नहीं लगेगा ना दोनों के दोनों आर्क के बीच में तो ये आर्क रुक ही नहीं सकती, ठीक। तो ये कहा जाता है कि कैबिनेट हमारी पूरी पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसका की स्टोन है। और कहा जाता है कि पूरा जो कैबिनेट है उसका की स्टोन प्राइम मिनिस्टर है। मतलब जैसे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए कैबिनेट इंपॉर्टेंस हेल्ड करता है ना सेंटर की, ऐसे ही मान के चलो पूरी आर्क को मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट, उसके सेंटर में आता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सर जॉन मैरिट ने कहा था कैबिनेट इज़ अ पाइवट अराउंड विच द होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स। ग्लैडस्टोन ने कहा था इट इज़ लाइक अ सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व, ठीक है। बाकी बार्कर का इंपॉर्टेंट है द कैबिनेट इज़ द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। ऑब्वियसली बात है, ऑल द पॉलिसीज़ तो डेलिब्रेट करता ही कैबिनेट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो पहली बात आर्टिकल 368 के अंदर जो कि पार्ट 20 में है, उसके अंदर दिया हुआ है रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द अमेंडमेंट्स। बाकी क्या है इसमें, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस। देखो मैंने आपको पहले भी डिस्कशन करते हुए बताया था 1973 में केशव आनंद भारती केस होता है। तो केशव आनंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही थी कि पार्लियामेंट जो चाहे वो अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट जिस हिस्से को चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, उसको हटा सकता है, बदल सकता है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज पार्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी बड़ी बात कह रही। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम खुद ही इंटरप्रेट करेगा, खुद ही बताएगा। सो देयर इज़ नो एग्जॉस्टिव लिस्ट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बट टाइम टू टाइम कोई भी पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया अंडर आर्टिकल 368 आप जो चाहो वो अमेंड कर लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जब आप अमेंड करोगे हम चेक करेंगे कि आपकी अमेंडमेंट से बेसिक स्ट्रक्चर तो हर्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब आपको दे भी दिया लेकिन आपको पावर दी भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर बारे में देख लेते हैं कि द बिल मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज विद स्पेशल मेजॉरिटी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो अमेंडमेंट का बिल है ना, वो लोकसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है, वो राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है। अब आप मेरे को एक बात का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या स्टेट जो असेंबलीज़ हैं या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ एक से ज़्यादा मिलके अमेंडमेंट के प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकती हैं? क्या ऐसा कोई प्रोविज़न है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज साथ आएँ और साथ आके जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोसीजर को इनिशिएट करने के लिए कोई प्ली डाल सकें या उस प्रोसीजर को इनिशिएट कर सकें? या आप खुद से ज़रा बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टाइप्स है क्या क्या अमेंडमेंट की, ठीक है ना। सो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट हो सकती है। तो ये एक लिस्ट है, सिंपल मेजॉरिटी आपको पता होगा, सिंपल सी बात है, जितना कोरा है उसका 50% ऑफ द पीपल ने अगर फेवर में वोट कर दिया सो इट इज़ कॉल्ड दी मेजॉरिटी, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं एक बार कौन कौन से जो पार्ट्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड हो सकते हैं बाय द सिंपल मेजॉरिटी। तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो कि विधान परिषद होती हैं, सेकेंड शेड्यूल, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स, वही सेम चीज़ है सेकंड शेड्यूल, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़, मतलब आर्टिकल 105, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ध्यान रखना इस समय डिलिमिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंस में चल रहा है टॉपिक। सो पता होना चाहिए कि डिलिमिटेशन भी संविधान के अंदर अमेंडमेंट तो होता ही है डिलिमिटेशन के थ्रू, बट वो होता कैसे, सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, ठीक है ना। बाकी देख लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से कैसे क्या होता है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट वोटिंग जब हो रहा होता है तो उसे हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है ना। 2/3 का मतलब समझ लो 66%, मतलब 100 में से मोर देन 66 मेंबर्स शुड गिव द फेवरेबल वोट, तो जाके अमेंडमेंट हो पाएगा। मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं है कि आपने आधे से ज़्यादा के वोट ले लिए, 40 लोग हैं तो 21 के वोट आ गए, 60 लोग बैठे हैं तो 31 के वोट आ गए, काम चल गया। नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी है, मोर देन 66% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग शुड वोट इन योर फेवर, ठीक है, तब जाके अमेंडमेंट कर पाओगे आप, ठीक है। और देखो जितने अभी हमने देखे सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं तो वो तो आपको याद रखना है लिस्ट, ठीक है। उसको छोड़ के जो भी कोई चीज़ होगी तो वो स्पेशल मेजॉरिटी में आ जाएगी, ठीक है ना। सो हमने देख लिया सिंपल मेजॉरिटी की लिस्ट आपको याद रखनी है। बाकी एक लिस्ट आती है जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए एज वेल एज दी कंसेंट ऑफ दी स्टेट्स भी चाहिए, ठीक है। मतलब हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनकी भी कंसेंट चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने ऊपर देखा वो भी चाहिए। तो ये लिस्ट जरूर ध्यान रखना आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं जो ऐसे करके अमेंड हो सकते हैं? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन दी स्टेट्स, ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, मतलब फेडरलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, शेड्यूल 7 हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हो गए, या फिर हम यहाँ पे आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, या फिर जीएसटी काउंसिल हो गया, क्योंकि जीएसटी काउंसिल भी फिस्कल फेडरलिज्म का बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। सो इसलिए जहाँ जहाँ भी फेडरल टॉपिक्स आएंगे
ऐसा कोई भी पार्ट होगा जो डील करेगा विद दी फेडरलिज्म, वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए आपको, साथ में कंसेंट भी चाहिए स्टेट्स की, ठीक है। देन कम्स दी 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, जो कि राज्यसभा के अंदर कोई चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से अमेंड करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। पहली अमेंडमेंट हुई थी जिसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। देखो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। स्टार्टिंग में लैंड रिफॉर्म्स के लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर ओपिनियन था। महात्मा गांधी जी भी उसी फेवर में थे कि लैंड रिफॉर्म तो आनी चाहिए, और द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म स्टार्टिंग में डोमिनेट भी करती थी इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स तो काफ़ी डोमिनेट एक हमारा बन चुका था एजेंडा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। तो लैंड रिफॉर्म होगा कैसे भाई? आपने तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज F के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दिया था। मतलब आपने एक जगह एक इंसान को राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट दे दिया, और दूसरी तरफ आप ये भी सोच रहे हो कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दो लैंड का, उनसे लैंड को एक्वायर कर लो। हो ही नहीं पा रहा था। आपका लैंड लेने कोई सरकार आती तो आप चले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 वो रिट है जो कि जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वही चीज़ हो रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट आया था कि 9th शेड्यूल हम ऐड कर देंगे, और जितनी भी लॉज हैं जो कि लैंड रिफॉर्म्स को इफेक्ट दे रही होंगी उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। समझ रहे हो? फिर देखो ये तरीका होता है याद करने का, स्टोरी पता होती है तो इजीली याद हो जाता है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल आ गया, तो मैंने कोई कानून बनाया कि भाई यहाँ की ज़मीन उठा के हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करनी है, और मैंने उसको कानून को उठा के डाल दिया इन दी 9th शेड्यूल, ठीक। तो अब आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते इन दी सुप्रीम कोर्ट और सीधी हाई कोर्ट, ठीक। उस वाले कानून को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो 9th शेड्यूल एंड फर्स्ट अमेंडमेंट ये याद रखना है। बाकी हम देखते हैं। देन कम्स दी 42nd अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉ आई थी, जो कि 10th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। फिर आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1989 में आया था, जिससे वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन दी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। उसके बाद हम देख लेते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 में GST का। फिर 103वां अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसमें EWS हमारा रिजर्वेशन देना स्टार्ट हुआ था। 105वां अमेंडमेंट एक्ट आता है जहाँ पे देखो एक चीज़ हुई थी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। तो इसमें जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था ना, मतलब जो नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस है, इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी राइज हो गई थी कि भाई आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, सो अब तो स्टेट एज वेल एज दी सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होगी किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कास्ट को ऐड करने के लिए OBC के अंदर। तो इसी कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए सरकार ने 105वां अमेंडमेंट एक्ट किया था, जिसमें उन्होंने रिस्टोर की थी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि आपकी स्टेट है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है टू रिकॉग्नाइज सर्टेन कम्युनिटीज़ और दी कास्ट एज द पार्ट ऑफ दी OBCs। तो बस उसी को लेके था। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक रीसेंट अमेंडमेंट है जो कि है 106th अमेंडमेंट, जो कि किस लिए है? 1/3 सीट्स को रिजर्व करना है फॉर दी वीमेन इन दी लोकसभा एज वेल एज दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ध्यान रखिएगा 106वां वाला अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली 106, जिसमें 33% ऑफ दी सीट्स रहेंगी लोकसभा की एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की रिजर्व फॉर दी वीमेन, नॉट इन दी राज्यसभा और दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ओनली इन दी लोकसभा एंड दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आज हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द पार्लियामेंट एंड द गवर्नर। सो ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक CET PG एज वेल एज दी नेट JRF, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सो देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो इंडियन पॉलिटी है उसने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है की फंक्शनरी, ठीक। सो प्रेसिडेंट दो हेड ऑफ द स्टेट जरूर है, बट वो डी जुरे कहलाता है। जो डी फैक्टो पावर कहलाता है वो कहलाता है प्राइम मिनिस्टर। तो एक्चुअल पावर रेस्ट इन दी हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, while the nominal power or say for the official purposes the power lies in the hand of the president। so हमारे लिए जो डी फैक्टो पावरफुल पर्सन है कंट्री का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सारे डिसीजन मेकिंग जो भी करेगा वो प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, क्योंकि हमने अपना जो सिस्टम है पॉलिटी का लाइक दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको इन्फ्लुएंस है वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी UK वाले सिस्टम से। और जो
प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है वो चलता है आपका प्रेसिडेंट वाला यूएसए के अंदर, ठीक है ना। सो इसीलिए ये दोनों डिफरेंस है। और प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या है, जो चीफ फंक्शनरी है ऑफ द एग्जीक्यूटिव वो प्राइम मिनिस्टर है, वाइल द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। तो आर्टिकल 75 ज़्यादा मतलब बात नहीं करता प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बहुत जगहों पे डिस्कशन नहीं है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 75 बस इतना ही कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। बट ऑन दी अदर साइड क्या होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल को अपॉइंट करने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट ऐसा नहीं है कि वो ऑटोनॉमी पावर है खुद की प्रेसिडेंट की, वो खुद से ही किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे। ही और शी हैज़ टू वर्क ऑन द एडवाइस और द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आर्टिकल 75 जो कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को एज ए इंटीग्रेटेड व्यू पॉइंट से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी। हेल्ड एट अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन के आ जाता है कि ऐसा कोई पर्सन मान लीजिए जो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, क्या उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा येस, जी हाँ किया जा सकता है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि विद इन द 6 months ही और शी हैज़ टू बिकम द मेंबर ऑफ द राज्यसभा और द लोकसभा। तो किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऐसे पर्सन को भी बनाया जा सकता है, बस क्या चाहिए उसको, चाहिए सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। लोकसभा के अंदर का मेजॉरिटी वाले एमपीस उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो एनी पर्सन ऑफ द कंट्री कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बट गिवन कंडीशन यही है कि 6 महीने के अंदर उसको मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेस वो बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसी डिटेल से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं कि रोल किसने कैसे डिस्क्राइब किए हैं प्राइम मिनिस्टर के, कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्रीज हैं। तो लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पेरिस। इसको बस आप एज ए याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैच करने के लिए या फिर ऐसा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज कोटेड दिस ऑन द प्राइम मिनिस्टर। सो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। लेस्की ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज सेंट्रल टू इज फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इज लाइफ एंड सेंट्रल टू दी डेथ, ठीक है ना। राम से मेयर ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर एज द स्टीयर्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। तो ये इमेज आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करेगी कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे रोल क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए द पर्सन हु इज़ गाइडिंग द शिप, और जो और लोग हैं वो बैठे हुए हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द मेंबर ही है काउंसिल का प्राइम मिनिस्टर, बट क्या कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सो दो वो मेंबर ही है काउंसिल का, बट वो उन सब में सबसे पहले आता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की भाई लीडरशिप है। अगर देखो एक चीज़ और कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो भी आर्टिकल 75 के अंडर ही आता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान के चलिए प्रेसिडेंट ने किसी मिनिस्टर से कहा कि आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उस मिनिस्टर को अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर वो मिनिस्टर नहीं करता है, रेजिस्ट करता है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं रिमूव करने के लिए उस वाले मिनिस्टर को। तो इसीलिए ही प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इजीली प्राइम मिनिस्टर रीशफल कर सकता है द होल ऑफ द कैबिनेट को और द होल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन करता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स कर जाती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे या फिर प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है। डेट्स वाई कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा कवर करने को नहीं है, मेन टॉपिक हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो पहली बात फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपको अच्छे से समझ देना है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए भी हैं तो ये पूछा भी जाएगा क्वेश्चन, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक। और एक बात ध्यान रखनी है, मान के चलिए कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई कंसर्न है रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, नहीं। कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसकी फेयरनेस को लेके या ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने को लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हर कोई पार्टिसिपेट भी नहीं करता और ऐसा भी नहीं कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पहली बात को आपको ये पता होनी चाहिए। बट वो इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स
जिनको हमने इलेक्ट किया है, फिर वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, कोई स्टेट है, वहाँ की विधानसभा है, उसके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इस बात को सोच के देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सारी स्टेट में नहीं है। अब मान के चलिए उत्तर प्रदेश में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बट मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश को तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ के तो जो MLCs हैं वो भी वोट डालने आ जाएंगे। बट MP हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न कोई स्टेट हो गई, वहाँ के जो वहाँ पे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो वहाँ के तो फिर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज जो उनकी वोटिंग रेशियो होगा वो भी कम आ जाएगा। तो डेट्स वाई लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं सिर्फ। और फिर आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे वोट करते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, करंट अफेयर ओरिएंटेड बात है थोड़ी सी, जब जम्मू कश्मीर भी अब यूटी बन चुकी है, बट जम्मू कश्मीर भी जो यूटी बनेगी वो बनेगी विद दी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो जब वहाँ भी इलेक्शंस होंगे फॉर दी MLAs, तो देखना आगे जाके अमेंडमेंट होगा और जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इन दी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए हैं, डिलिमिटेशन चल रहा है, सिर्फ इसीलिए उस चीज़ को अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक अमेंडमेंट होने वाला है, और फिर जो J&K की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके MLAs भी जो होंगे, इलेक्टेड MLAs, वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। अब थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि जो पार्लियामेंट है यहाँ पे अल्टीमेट वोटिंग होती है, तो वहाँ पे ना एक वेटेज निकाली जाती है, एक पर्सन के वोट की कितनी वेट निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन है, MLAs का एक MLA कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू तमिलनाडु और एज़ कम्पेयर टू सिक्किम, ठीक है। तो हर स्टेट का डिफरेंट है, इसलिए एक परसेंटेज वाला फार्मूला लगता है, जिसके बाद उस चीज़ को क्या किया जाता है, प्रोपोर्शनेट कर लिया जाता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय दी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। अपॉन 1000 तो इसलिए ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है, वो जो नंबर आता है तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए सपोज़ कर लो किसी स्टेट की पॉपुलेशन आपकी 10,000 है, ठीक है, और वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर है 10, और फिर डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू निकल के। तो ये तो मैंने एज एग्जांपल आपको समझा दिया है, बट आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक। ऐसे ही फिर निकलती है एक MP के वोट की वैल्यू, वो कैसे निकल के आएगी, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल दी MLAs ऑफ ऑल दी स्टेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। ऊपर सारे जो MLAs की वैल्यू निकल के आएगी उसको डिवाइड कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ MPs हैं इन द पार्लियामेंट, उनके नंबर से, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आ सकता है इसका फॉर्मूला बेस्ड। सो आइए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर दी इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, कि किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर इलेक्शन लड़ने हैं प्रेसिडेंट की तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो काफ़ी सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इम्पीचमेंट की। तो इम्पीचमेंट इंडिया में प्रेसिडेंट का ही होता है, और इस बात पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या कोई ग्राउंड दे रखा है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी हाँ, ग्राउंड दे रखा है, सिंपल इतना, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई डिटेल नहीं दे रखी, कुछ भी ये नहीं दे रखा कैसे होगा क्या होगा, वो सब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू डिफाइंड है प्रोसीजर, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इतना दे रखा है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक 14 डेज प्रायर नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देख लेते हैं पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज द शेड्यूल्ड एरिया, जो कि शेड्यूल 5 के अंदर आता है, ठीक है। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा। अब ये ऐसा नहीं है डिजॉल्व कर दी लोकसभा अपने खुद के ही सुमोटो डिसीजन लेके, ये तभी डिजॉल्व कर सकते हैं या तो ऐसा हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो लूज़ कर दे मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए अगेंस्ट रूलिंग पार्टी, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एड एंड एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को टू डिजॉल्व द लोकसभा। बस अंडर दीज सर्कमस्टांसेस और दिस सिचुएशन ये खुद से डिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मन में आया तो डिजॉल्व कर दिया। देन ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। ही कैन मेक द एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखना है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर से अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई बिल पास करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखनी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर वहाँ से 1 रुपये का भी खर्चा करना है ना तो उसके लिए एक बिल पास होता है।
मनी बिल पास होता है, ठीक है ना, फ्रॉम द पार्लियामेंट, मेनली लोकसभा ही पास करती है। बट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऐसा है जहाँ से बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर और द अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड, यू डोंट नीड टू पास एनी बिल इन द पार्लियामेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग द कंटिजेंसी फंड एंड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो कुछ एक और इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, लाइक ही कैन ग्रांट पार्डन, रेस्पाइट, रिविजन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। तो यहाँ तक कि अगर डेथ सेंटेंस भी है ना किसी पर्सन को, तो उसको भी पार्डन दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है डिफरेंस कि गवर्नर जो है ना, इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस पार्डन नहीं दे सकते, मतलब पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम कर सकते हैं, 20 साल की 15 साल कर सकते हैं, गवर्नर की बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीटली पार्डन कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी वीटो पावर। देखो वीटो पावर तो बहुत कंट्रोवर्शियल पावर होती है किसी के पास भी। आपने देखा होगा, जनरली सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कभी चाइना वीटो कर देता है, कभी रशिया वीटो कर देता है, कभी यूएसए वीटो कर देता है। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि भाई यू कैन कैंसिल एंड पोस्टपोन एनी डिसीजन, तो इट इज़ लाइक ए नेगेटिव पावर है। इसमें आप कुछ कर नहीं रहे होते, इसमें आप चीज़ों को होने से रोक रहे होते हो। तो वीटो पावर किसी के पास है ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा नहीं कुछ अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब ये आप कुछ होने से रोक पा रहे हो, ठीक। तो देख लेते हैं कौन कौन सी वीटो पावर्स होती हैं। सो इनके पास होती है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो सिंपल है, भाई नहीं देनी इजाज़त। बिल आपने पास कर लिया पार्लियामेंट ने, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आ गया, बट मैं उसको कंसेंट नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है, तो बिल ऐसे में रिजेक्ट हो जाता है। ही हैज़ दी सस्पेंसिव वीटो। इसका मतलब क्या होता है कि आपने वापस भेज दिया बिल दोबारा से, ठीक, और वो दोबारा से बिल जब पास होकर आता है तो आपको एसेंट देनी पड़ती है उसकी, ठीक है। देन ही हैज़ दी पॉकेट वीटो, मतलब कोई एक्शन नहीं लेना, सिंपल उस पर कोई जवाब ही नहीं देना, ठीक। फिर आगे देखते हैं। सो हेयर कम्स सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन का नेचर फैक्चुअल भी है, तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि चलो हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ ली हैं, बट फैक्ट भी पता होने चाहिए। सो आपको बहुत ही ज़रूरत से यहाँ पे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं एक बार इनको बस ऊपर से देख लेना है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई ये आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू दी पावर्स ऑफ दी और एनी प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट, देखो अगर कहना है ना कि कोई चीज़ फंडामेंटल क्या है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट तो जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल थिंग है तो वह पार्लियामेंट। क्यों है पार्लियामेंट, बताइए। क्योंकि हम लोग हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, हमारी जो आवाज़ है, जनता की आवाज़, वो मतलब देखिए आपने इलेक्शन में किसी को जिताया, वो एमपीज़ बन के गए पार्लियामेंट के अंदर, तो आपके प्रतिनिधि हैं, आपके रिप्रेजेंटेशन वाले बंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपकी वॉइस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। कहते हैं दी जनरल विल, तो योर जनरल विल ऑफ द सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन द डिबेट एंड डिस्कशन विच हेल्ड इन पार्लियामेंट। तो इसलिए पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि हम सब बैठ के तो किसी बात को लेकर डेलिब्रेशन कर नहीं सकते। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, सो सबसे इफेक्टिव तरीका एक काउंसिल हो, यहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनको हमने ही चुना हो, और वो लोग जाके जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ही व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे ही कंसर्न्स को रेज कर रहे होते हैं। आइडियली थ्योरेटिकली ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अलग होता कुछ भी है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि धुआं धुआं कर दिया है पूरा पार्लियामेंट, रिसेंटली अटैक हुआ था इसमें पार्लियामेंट के अंदर, तो वहीं से मैंने इमेज उठाई है, ठीक। तो इसलिए पार्लियामेंट इज़ द फंडामेंटल थिंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और से इन द इंडियन पॉलिटी। तो देख लेते हैं आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन के डील करते हैं पार्लियामेंट के साथ। सो थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके। 3 पार्ट्स हैं, द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अब इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट के अंदर 3 पार्ट मिलके पार्लियामेंट को बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा सबको पता होता है, द प्रेसिडेंट भी होते हैं, क्योंकि देखो यूएसए के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट डिफरेंट है, उनकी जो पार्लियामेंट है उसके पार्लियामेंट को क्या कहते हैं यूएसए में, कांग्रेस। तो कांग्रेस इज समथिंग डिफरेंट एंड दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इज कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो इंडिया के अंदर इसीलिए कहते हैं कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और इंटरडिपेंडेंसी भी है आपस में। भाई प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, तो जहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठ रहे हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटिव बैठ रहे हैं, वो एक साथ ही तो हो गए फिर, ठीक। इसलिए कंप्लीट सेपरेशन पावर का प्रिंसिपल इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो ब्रिटिश पैटर्न से इंस्पायर्ड है। कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। राज्यसभा की 250 पे फिक्स्ड है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि 3 ऐसी यूटीज़ हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिनके पास रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा की, जो 552 है,
जिसमें से 530 जो हैं स्टेट से इलेक्ट होकर आते हैं और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। तो इसमें क्या बात आपने नोटिस करी कि राज्यसभा के अंदर सारी यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, बट लोकसभा के अंदर ईच एंड एवरी यूटी गेट्स दी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई बताइए कि क्या सारी यूटीज़ को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लोकसभा के अंदर सारी यूटीज़ को रिप्रेजेंटेशन है, बट राज्यसभा के अंदर बस 3 यूटीज़ को है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वही वाली बात आपने देखा होगा कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के अंदर वोटिंग होती है जब भी किसी मेंबर को इलेक्ट करना होता है फॉर द राज्यसभा। ठीक, तो फिर क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर राज्यसभा के, तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। बट जब बात आती है लोकसभा की, तो जैसे कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं मई जून में, तो वो लोकसभा के इलेक्शन है, उसमें आप लोग वोट डालेंगे जाके, हम लोग वोट डालेंगे, तो हम लोग जो एमपी चुनेंगे वो जाएंगे लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो वहाँ पे कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शंस, और वो होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से, जिसे मेजोरिटेरियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, जिसको भी मिल रहे हैं, जैसे मान के चलिए 100 वोट हैं, 100 में से एक कैंडिडेट को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल है 32 वोट मिल गए। ठीक, और बाकियों को मिले लेकिन 30, 25, 26, 24 ऐसे मिले, तो किसी को 32 से ज़्यादा नहीं मिले, तो 32 वोट वाला पर्सन ही डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें जरूरत नहीं है कि आपको मेजोरिटी मार्क क्रॉस करना है। बाकी आगे देख लेते हैं। The Representation of People Act 1951 provided that the term of the office of Rajya Sabha shall be 6 years। तो राज्यसभा के अंदर जो MPs होते हैं उनका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, बट ऑन दी अदर हैंड लोकसभा के अंदर 5 साल का होता है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो फॉर दी राज्यसभा इट इज़ 30 ईयर्स एज एंड लोकसभा इट इज़ 25 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब तक एक पर्सन, एक MP ओथ नहीं ले लेता, भले ही आपने इलेक्शन जीत लिया लेकिन आपने ओथ नहीं ली, जब तक आपने ओथ नहीं ली तब तक आप वोट भी नहीं कर सकते और आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस के अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी आगे देखते हैं। सो हेयर कम्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा डिग्निटरी पोजीशन है। सो स्पीकर से मतलब ये वाला स्पीकर नहीं लोकसभा के अंदर कि भाई गाने बज रहे हैं तो स्पीकर आप देख के सोचो। स्पीकर एक पोजीशन होती है, आपको जैसा कि पता भी होगा। ठीक है ना, सो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, और स्पीकर ऑफ द लोकसभा तो होता ही है, जो कि सब कुछ मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है हमको, द स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। तो देखो कई बार क्या होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या होगा ना, अब लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जो अभी के हमारे स्पीकर हैं ऑनरेबल ओम बिरला जी, तो वो ना क्या करेंगे कि ऐसा नहीं है रिज़ाइन दे देंगे, तो दो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे एमपीज़ कहीं ना कहीं लैप्स हो जाएगा सबका टेन्योर, लेकिन स्पीकर का टेन्योर कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, फिर उसमें एक एडहॉक स्पीकर बनेगा और उसके बाद एक परमानेंट स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, बाय द हाउस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीकर कंटिन्यूटी देता है लोकसभा को, और वैसे ही करके राज्यसभा के अंदर भी होता है सेम, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे पूछ सकते हैं इन्हें कंपैरेटिव साइंस में कि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, स्पीकर जो होता है कंप्लीटली नॉन पार्टी मैन होता है। इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये वाली कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। दो स्पीकर को एग्जेम्पशन है फ्रॉम दी एंटी डिफेक्शन लॉ कि स्पीकर जो है अपनी पार्टी के अगेंस्ट मतलब छोड़ भी सकता है पार्टी को, उसके बाद भी उसकी मेंबरशिप नहीं निरस्त होगी। बट कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर बहुत अच्छा ये सिस्टम है कि स्पीकर को जो होता है अपनी पार्टी को छोड़ना ही पड़ता है, जिससे कि न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर दी डेकोरम ऑफ द हाउस को स्पीकर की होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर जो है वो न्यूट्रल पर्सन रहे और काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शलिटी के साथ और नॉन पार्टीसनशिप के साथ काम करे अपना, ठीक है। बाकी स्पीकर ऑफ द लोकसभा वैकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, वही वाली बात हो गई। उसके बाद कौन आता है? स्पीकर प्रोटेम। तो स्पीकर प्रोटेम कुछ नहीं है, मान के चलिए जब जून में जाके नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी तो एकदम से ओथ कौन दिलाता है एमपीज़ को? ध्यान रखना कि एमपीज़ की ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट नहीं करते, स्पीकर करते हैं। तो उस समय लोकसभा के अंदर वोटिंग तो होती नहीं है, एमपीज़ वोट तो करते नहीं है, तो इसीलिए ही टेम्पररी बेसिस पे एक पर्सन को वो स्पीकर प्रोटेम की तरह चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है फिर एकदम जो परमानेंट स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। स्पीकर प्रोटेम एज वेल एज दी परमानेंट स्पीकर उसके बाद आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिवाइसेस कि देखो पार्लियामेंट का अल्टीमेट एम क्या है।
ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये सब तो हमने बातें देख रही कि भाई कंपोजिशन क्या है, पार्ट क्या है, ठीक है। बट अल्टीमेट एम ऑफ द पार्लियामेंट है टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। अब एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को कैसे फिक्स करेगा पार्लियामेंट, उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं। वो आता है क्वेश्चनायर, सही है, ये डिवाइसेस हैं। तो भाई सवाल पूछो, तो यही क्वेश्चनायर है। जो पहला घंटा होता है वो क्वेश्चनायर कहलाता है। फिर आता है 0R। अब 0R में आपको ध्यान ये रखना है कि ये इंडियन इन्वेंशन है और ये क्वेश्चन आर के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं कुछ प्रिविलेज मोशंस, जिसमें क्या होता है, कोई मिनिस्टर है, उसने अपनी पावर्स का, अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ किया है, तो उस मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन को मूव करके उनको कंडेम किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन में आपको ध्यान ये रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, इस पर पूरी तरीके से डिस्कशन चाहिए ऑन दी अर्जेंट बेसिस, तो उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन को मूव किया जाता है एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स। तो 50 मेंबर की सपोर्ट होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट होने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे रखी है जिसमें एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रखा है। एक बार इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा आप, देखो एक बार देख ही लेते हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है कि सिटिंग ऑफ द हाउस है वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब स्पीकर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब स्पीकर होता है, ठीक है, और इसका बिल पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन प्रोरोगेशन क्या होता है, ये करते हैं प्रेसिडेंट, और ये होती कब है, ये मान के चलिए एक होता है बजट सेशन, एक होता है आपका मानसून सेशन, एक आपका होता है विंटर सेशन। तो इनके बीच का जो टाइम होता है, अब मानिए बजट सेशन खत्म हो जाएगा, तो एंड सेशन जब चल रहा होता है तो उस समय प्रोरोगेशन करना होता है, तो उसे ही कहते हैं प्रोरोगेशन, कि अब ये सेशन खत्म, अब अगले सेशन में मिलेंगे हम जाके, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक। तो ये डिफरेंस है और ये ध्यान रखना है आपको। थोड़े से और टूल्स देख लेते हैं। एक होता है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसके अंदर 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कि इंश्योर करती है कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव, जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये क्या होता है, मान के चलिए लोकसभा के अंदर लगता है अपोजिशन को कि जो रूलिंग पार्टी है अब उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे में वो लेके आ सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये मोशन सपोर्ट होनी चाहिए 50 मेंबर्स की। उसके बाद इसको एडमिट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद इस पर वोटिंग होती है, और अगर ये मोशन सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होना होता है, पास हो जाता है, तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो गिर जाती है, जैसे कि स्टेज गिर चुकी है। ये फोटो देखिए आप, रूलिंग पार्टी बैठी है और गिर गई। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का काम ये होता है जो बैठी हुई सरकार है इसको गिरा देना, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये इंश्योर करती है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पास प्रॉपर मेजॉरिटी है नहीं है, वो विल ऑफ द पीपल को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी फंडामेंटल है, और यहीं से आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, जो कि आर्टिकल 75 के अंदर मेंशन है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही वो टूल है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आ सकता है और राज्यसभा में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखनी है बात, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, जो कि है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। तो पहली बात तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल है 108। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके तहत जॉइंट सिटिंग होती है? जब बिल हो किसी दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर ऐसा होता है कि फाइनली डिसएग्रीमेंट पहुंच जाता है दोनों हाउसेस के बीच में कुछ अमेंडमेंट्स को लेके, मान के चलिए कोई प्रोविज़न लोकसभा ने प्रपोज की है वो राज्यसभा को एक्सेप्टेबल नहीं है और वाइस वर्सा, तो ऐसे केस में, या फिर 6 महीने से ज़्यादा टाइम निकल चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल, मतलब मानिए लोकसभा ने बिल पास कर दिया और बिल अब है राज्यसभा के अंदर, और 6 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, राज्यसभा ने उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो ऐसे में भी जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ पे ध्यान रखने का है, आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उसकी जो मतलब प्रेसाइड करेगा जो उस पर, वो प्रेसिडेंट करेंगे, तो जी नहीं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेसाइड करते हैं। और जॉइंट सिटिंग की एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वहाँ पे जितने भी रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं वो लोकसभा के ही इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही इसको प्रेसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। बाकी हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है गवर्नर का, ठीक है। सो देख लेते हैं अबाउट दी गवर्नर। सो द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो जैसे कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट हैं पूरे कंट्री के लेवल पे, ठीक है, ऐसे ही गवर्नर जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट हैं एट द स्टेट लेवल। स्टेट से यहाँ पे मतलब कौन सा है, प्रोविंसेस वाला स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, द गवर्नर इज़ नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखिए हमने देखा था इन दी मैटर ऑफ दी प्रेसिडेंट, वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है
और वो इलेक्शन कराता है। उसके अंदर कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बट इन द केस ऑफ गवर्नर ऐसे कुछ नहीं होता है। ही और शी इज सिंपली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सब कुछ रिलेट करिए आपस में। काउंसिल मिनिस्टर कहते हैं कि पर्सन XYZ को स्टेट XYZ का गवर्नर अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट कर देंगे एज द गवर्नर, ठीक है। उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है, कोई और मैकेनिज्म नहीं है, तो सिंपली बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक साइलेंट है ऑन दी पोजीशन ऑफ द गवर्नर कि भाई किस ग्राउंड्स पे इनको अपॉइंट किया जाएगा, किस ग्राउंड्स पे इनको डिस्क्वालीफाई या फिर रिमूव किया जाएगा, तो ऐसे करके, या इम्पीचमेंट को लेके। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट पे तो बोलता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द इम्पीचमेंट और द रिमूवल और द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। कुछ पावर्स की बात कर लेते हैं इनकी। सो ये रिकमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी इन अ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, जो कि अंडर आर्टिकल 356। देखिए एक होती है स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, ठीक, उसको रिकमेंड करते हैं गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर रिकमेंड कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट अनाउंस कर देते हैं एमरजेंसी, जैसे हम कहते हैं कि स्टेट इमरजेंसी, ठीक है ना, जैसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो ये इनकी अच्छी पावर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिकमेंड करेंगे तो वो बाइंडिंग है ऑन दी प्रेसिडेंट या फिर ऑन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट हाँ, अगर गवर्नर रिकमेंड करता है तो वो काफ़ी हद तक फॉर दी प्रैक्टिकल पर्पसेस चीज़ों को अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी ये इंपॉर्टेंट आ जाता है फैक्ट अपने लिए, एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन अ स्टेट, ही ऑल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट भी इसी एकेडमिक फील्ड के हैं, तो हमें पता भी होना चाहिए। दैन आती है इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो वही बात कि अगर मान के चलिए कि जो हाउस है या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में नहीं है, तो ऐसे में कोई इंपॉर्टेंट लॉ या इंपॉर्टेंट कोई लीगल एक्शन लेना है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को, तो वो ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नर के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की, जस्ट लाइक दी प्रेसिडेंट, और वही कंडीशंस हैं सेम। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान रखनी है हमको कि देखो, पहली बात तो हाउस की 2 मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। और जैसे ही हाउस मिलेगा, ठीक है, जैसे ही दोबारा से मीटिंग होगी हाउस की, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्डिनेंस है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा इन दी असेंबली, जिससे कि उस पर वोटिंग हो सके। तो वोटिंग होती है किस लिए, जैसे लॉ के ऊपर वोटिंग होती है, तो वो ऑर्डिनेंस को प्रेजेंट किया जाएगा असेंबली के अंदर, उस पर वोटिंग होगी। अगर वो पास होता है तो इट वुड बिकम दी लॉ, और अगर वो फेल होता है तो इट वुड लैप्स। तो इसलिए कहते हैं कि 6 महीने और 6 हफ्ते से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ऑर्डिनेंस नहीं सस्टेन कर सकता। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट कुड बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच ऑर्डिनेंस कैन फंक्शन, तो वो होती है 6 महीने 6 वीक, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनके पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं, लेकिन ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। बाकी सारी पावर इनकी सेम है एज इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। बाकी एक बार ध्यान हमको क्या रखनी है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल। यहाँ पे आता है बहुत बड़ा डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। तो देखो, आर्टिकल 74 सीधे सीधे कहता है कि द प्रेसिडेंट, ठीक है, हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को फर्दर रीइटरेट किया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ही कैन नॉट वर्क ऑन हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन। फिर 42nd एज वेल एज 44th अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, उन्होंने भी इस बात को दोबारा से रीइंस्टेट किया कि प्रेसिडेंट के पास खुद की डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ गवर्नर कहीं भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जगहों पे अपनी ओपिनियन दी जरूर है, बट किसी स्पेसिफिक केस में ऐसे करके इस चीज़ को अपहेल्ड नहीं किया है, इंसिस्ट नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो इसीलिए गवर्नर की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। तो गवर्नर चाहें तो बहुत सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं, और अप टू सम केसेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता बिकॉज जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो भी इलेक्टेड होती हैं। तो उनकी ऑब्वियसली बात है, एडवाइस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ क्या होगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली और फिर जो गवर्नर का डिसीजन होगा उसको ओवरटर्न कर देगा जुडिशरी। बट हाँ, अगर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपल क्या रखा है कि मैटर गवर्नर की डिस्क्रिप्शन का है या नहीं है, उस पर गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा स्कोप दे रखा है
रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपना गवर्नर का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। आज हम अपने सेशन में कवर करने जा रहे हैं आर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो आइए देख लेते हैं कि व्हाट वुड बी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा दी फंडामेंटल राइट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर हम बात करेंगे DPSPs की, फिर हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर एग्जामिनेशंस लाइक CUET PG, UGC NET JRF एंड दी अदर रिलेटेड एग्जामिनेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो आइए पहले फिर बेसिक की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं। सो फंडामेंटल राइट्स हमारे कवर होते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक और पार्ट 3 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने रिलेट करके पढ़िए, जब भी आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी को तो उसको रिलेट करिए पॉलिटिकल थ्योरी के साथ। तो पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सो जब लिबरलिज्म की हम आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है कि इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, लिबर्टी, द लिमिटेड पावर्स ऑफ द स्टेट, ये सारी बातें पढ़ते हैं। तो वो सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं है बल्कि उसी का इम्प्लीकेशन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जो कि आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म है। तो हमने लिबरलिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है एज़ कम्पेयर टू दी सोशलिज्म। डेट्स वाई फंडामेंटल राइट्स हैं एनफोर्सेबल एंड DPSPs हैं नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है। सो वही पॉइंट यहाँ पे हमारा है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, इन्फोर्सेबल हैं। अगर आपका वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट का, सो देन इन दैट केस यू कैन गो टू जुडिशरी, इधर हाई कोर्ट और दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक फैक्चुअल पार्ट है यहाँ पे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये राइट्स हैं सबके लिए अवेलेबल हैं कि सिटीजन हो या फिर कोई बाहर का रेसिडेंट हो, फॉरेन नेशनल हो, बट देयर आर सर्टेन राइट्स दैट आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो आइए देख लेते हैं एक बार कौन से हैं। आर्टिकल 15 जो कि दिखाता है कि प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, अभी आपको ग्राउंड्स भी ध्यान रखने हैं कि व्हाट आर दी ग्राउंड्स दैट आर गिवन अंडर आर्टिकल 15। तो रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड दी प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, 5 ग्राउंड्स हैं। देन कम दी आर्टिकल 16, ये मेनली डील करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के साथ। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ रिलेट करके। देखिए जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिलता है तो वो मेनली दिया जाता है अंडर आर्टिकल 15 के, ठीक है। लेकिन जब मानते हैं, हम देखते हैं कि UPSC में या फिर सिविल सर्विसेज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जब भी कोई प्रोविज़न होता है रिगार्डिंग दी रिजर्वेशन, तो वो अंडर आर्टिकल 16 दिया जाता है, ठीक है। और उसको देने की कैपेसिटी है विद दी पार्लियामेंट। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक रिसेंटली हरियाणा में हुआ था कि उन्होंने रिजर्व कर दी थी जो प्राइवेट सेक्टर की सीट्स को एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो कि डोमिसाइल लगेगा। अराउंड 25% ऑफ दी सीट्स उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के रेसिडेंट होंगे बस वही उसमें रिजर्व करे जाएंगे, उसी के अंदर उनका रिक्रूटमेंट होगा। सो अंडर आर्टिकल 16 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या करते हैं, फिर ऐसे ऑर्डर्स को स्ट्रक डाउन कर देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोशिश करती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और दी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन देने की, या कोई भी उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, तो वो कंप्लीटली एक इल्यूजन है, एक बोगस ऑर्डर है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी जानती हैं कि फर्दर आगे जाके वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा बाय द जुडिशरी। बट क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वोट्स भी चाहिए होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो इसीलिए ही स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके के पॉपुलिस्ट मेजर्स को दिखाती हैं, जो कि जुडिशरी में जाके बिल्कुल भी विदहेल्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दिया उसका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आर्टिकल 19 जो कि हमारा फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्रीडम आगे देखेंगे। देन कम्स दी आर्टिकल 29 जो कि कल्चर, लैंग्वेज एंड दी स्क्रिप्ट की बात करता है। फिर हमारा आता है आर्टिकल 30 जो कि देता है माइनॉरिटीज़ को राइट। इसमें ध्यान रखना है कि लिंग्विस्टिक एज वेल एज दी रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है ना, उन दो को आर्टिकल 30 के अंडर राइट मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है फंडामेंटल राइट्स की। तो देखिए एक पूरा पोर्शन कहलाता है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। सो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, ठीक। वैसे ये इमेज भी है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता है हमको कि इक्वालिटी तो मतलब ये है कि आपने इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देती, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंडियन जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्विटी का, कि जो व्यक्ति पहले से एडवांटेजियस पोजीशन पे है उसको थोड़े से कम पर्क्स दिए जाएंगे, बल्कि जो व्यक्ति पहले से मार्जिनलाइज्ड है या फिर अंडर प्रिविलेज्ड है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, स्टेट की तरफ से सपोर्ट दी जाती है, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। सो रिजर्वेशन इज़ लाइक एग्जाम्पल दैट इज़ एम्ड एट इंश्योरिंग द इक्विटी इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसे करके समझिए।
आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द आर्टिकल 15 जो बात करता है प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 सेम बात। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। एंड आर्टिकल 18 बात करता है जो टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स लाइक महाराजा, महाराजा अधिराज, इस तरीके के जो टाइटल्स पहले रखे जाते थे, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो हेड होते थे उनके द्वारा, तो अब इस तरीके के टाइटल्स कोई नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज लाइक रिपब्लिक जहाँ पे हर व्यक्ति बराबर है, ठीक है ना, इसलिए। आगे देखते हैं। देन कम्स दी राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, तो जिसमें आर्टिकल 19 ही है जिसके अंदर 6 राइट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपको सारे ध्यान रखने हैं क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि कौन सा वाला राइट अंडर आर्टिकल 19 कवर होता है या कवर नहीं होता है, ठीक। सो उसके बाद आता है पीसफुल असेंबली, फिर आता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और द यूनियंस, फिर आता है टू मूव फ्रीली। अब फ्रीली कहाँ पे? इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक। फिर रिसाइड एंड सेटल भी कर सकते हैं। एफ वाला जो पोर्शन था वो था राइट टू प्रॉपर्टी का, जिसको अब ओमिटेड कर दिया गया है और इसको अब एक लीगल या फिर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। सो राइट टू प्रॉपर्टी क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स आए थे जो कि हमने रिसेंट वाले अपने जो लेक्चर था उसमें डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ से उसको हटा दिया गया टू इम्प्लीमेंट दी लैंड रिफॉर्म्स। और फंडामेंटल राइट अब नहीं अपना राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो एक है लीगल राइट और सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, जो कि अराउंड आर्टिकल 300 सब क्लॉज ए के अंदर प्रोवाइडेड है। फिर आता है हमारा कौन सा? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आगे देखते हैं। देन कम्स दी आर्टिकल 20 जो बात करता है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। देन कम्स दी आर्टिकल 21 जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कहते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन है। असल में आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ही ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखता है। अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना एग्जामिनेशन में जहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट या राइट टू फूड, राइट टू लाइफ या राइट टू प्राइवेसी किसके पार्ट हैं, तो आर्टिकल 21 के पार्ट हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। उसमें कोई भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी गई है अभी तक जुडिशरी के द्वारा। तो कोई भी राइट अगर आपको लगता है कि ये राइट पूछा जा रहा है इन द क्वेश्चन, सो आपको एज्यूम करना है दैट राइट वुड बी कवर्ड अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 आता है जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ठीक। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो की जाती है वो अंडर आर्टिकल 22 की जाती है, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है उसने क्राइम नहीं भी किया है, बट लगता है कि स्टेट को या फिर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कि ये व्यक्ति आगे जाके क्राइम कर सकता है, तो उसको पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। तो आर्टिकल 22 के अंडर ही है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 है। आर्टिकल 23 सिंपल है, ह्यूमन बींग्स में फोर्स लेबर को नहीं करना है, ठीक है ना। प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, मतलब किसी भी तरीके का किसी व्यक्ति से आप कराते हो, बैगरी करवा रहे हो या किसी तरह की बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो तो वो नहीं करनी है, आर्टिकल 23 में दिया गया है। एंड आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, ध्यान रखना है, ठीक। देन कम्स दी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक एक्सटेंड करता है, ठीक। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 25 बात करता है इंडिविजुअल राइट की, मतलब कि व्यक्तिगत अधिकार क्या है आपका रिलीजन को लेकर। सो उसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है एंड प्रोपोगेशन है, ठीक है। तो ये तो एक सिंगल पर्सन को राइट मिलता है कि भाई आप किस धर्म को चाहो उसको फॉलो कर सकते हो, उसको अंदर से मान सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक आर्टिकल आता है 26, अब ये आपस में कभी कभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि जो वीमेन है बिटवीन द एज ऑफ अराउंड 15 to 50 उनको अलाउ नहीं की जाएगी एंट्री। सो वो कहता है आर्टिकल 26 के अंदर कि भाई हम एज ए रिलीजन बात करते हैं कि इसमें कुछ इस तरीके की धारणा है, ट्रेडिशन है, डेट्स वाई द एंट्री इज़ नॉट अलाउड। बट आर्टिकल 25 के अंडर एक इंडिविजुअल का पूरा हक बनता है अपने रिलीजन को जैसे वो चाहे वैसे फॉलो करने का। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाती है बिटवीन द आर्टिकल 25 एंड द आर्टिकल 26। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके देखेंगे। देन कम्स द आर्टिकल 27 जिसमें कहा गया है कि टैक्सेस नहीं ले सकती गवर्नमेंट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रिलीजन, क्योंकि हमारे पास कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, सर्वधर्म संभाव, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स। देन कम्स द आर्टिकल 28 जिसमें क्या कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मतलब इसका यह है कि किसी स्कूल में या किसी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि उसको अगर वो नहीं चाहता तो कोई भी तरीके के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिए जाएँ, ठीक है ना, क्योंकि वी आर दी सेकुलर पॉलिटी, इसीलिए। बाकी देख लेते हैं हम कल्चरल एंड दी एजुकेशनल राइट्स जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 है।
29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की। एंड आर्टिकल 13 वही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का और फिर उसको खुद से ही रेगुलेट करने का, ठीक। देन कम्स दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, या फिर कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ही अगर फंडामेंटल राइट कोई सा है तो वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो कि आर्टिकल 32 के अंडर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो आपके जो रिमेनिंग राइट्स हैं उनको एनफोर्स कौन कराएगा, ठीक। सो अंडर आर्टिकल 32 यू कैन रीच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स एंड सिमिलरली अंडर आर्टिकल 226 यू कैन रीच द हाई कोर्ट फॉर द सेम पर्पसेस। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। तो अंडर आर्टिकल 32 ही सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स को। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स एक तरीके से डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर जुडिशरी के कह लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों के पास अथॉरिटी है रिट्स को इशू करने की। तो पहली रिट आती है हमारी हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है टू प्रोड्यूस द बॉडी या टू हैव द बॉडी। फिर आती है मैंडेमस, इसका मतलब है वी कमांड, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट किसी को आदेश देता है। फिर आती है प्रोहिबिशन, तो ये हायर कोर्ट क्या करता है? लोअर कोर्ट को देता है कि आप इस चीज़ को मत कीजिए क्योंकि ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर का मैटर है, तो आप इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। देन कम दी सर्चुलरी। सर्चुलरी क्या होती है? इशूड बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस और टू स्क्वैश द ऑर्डर। मतलब मान के चलिए कि कोई लोअर जुडिशरी है, उसके पास कोई केस या तो पेंडिंग है या उसने उस केस पे डिसीजन ले लिया है, तो हायर जुडिशरी के पास ये रेट होती है कि अगर पेंडिंग है तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं केस खुद के पास, या फिर ऑर्डर दे दिया है लोअर जुडिशरी ने तो उसको ऑर्डर को कम्प्लीटली निरस्त भी कर सकते हैं। फिर आती है को वारंटो। सिंपल सी बात है, वाई बॉट अथॉरिटी, मतलब किसी भी पब्लिक पोस्ट पे मान लीजिए अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है तो हम जा सकते हैं ये पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि किस अथॉरिटी से इस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। देन कम्स आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को एक साथ पढ़ना, बल्कि तीनों टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एज वेल एज द DPSP, तीनों को सिंक में पढ़ने का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे? हमारे आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंदर, जिसे हम कहते हैं पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लीजिए जैसे कि इमेज भी दिख रही है हमको, जब हमने फंडामेंटल राइट्स को अपने इंश्योर मतलब एक्सेस करना होता है तब तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंथुसियाज्म के साथ करते हैं, बट जब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करने की तो पता नहीं क्यों हम में से बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर कि अपनी सिविक ड्यूटीज़ को हम ड्यूली परफॉर्म करें। मतलब हमारी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है। ऐसा नहीं है कि लॉ होगा, लीगल ऑब्लिगेशन होगी तभी करना है। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किसी का सम्मान करना, कहीं पे कुछ चीज़ें जो देखती हैं गलत है उसका विरोध करना, तो वो एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको करना चाहिए। तो डेट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में, उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया जाता है, ठीक है। और फिर 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है 86 के साथ। अब बात कर लेते हैं कौन सी कमेटी थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द USSR, ठीक है। उस समय का जो सोवियत यूनियन था वहाँ से इन्फ्लुएंस था ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आ गया ये चीज़ हमारे पास। देन हम कह सकते हैं कि लीगली इन्फोर्सेबल ये नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपकी मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, आपके पास लीगली ऐसा नहीं है कि आपको सरकार इन्फोर्स नहीं कर सकती। अगर आपको ड्यूटी नहीं भी फॉलो करनी है तो आपको जेल नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी। बाकी लिस्ट देख लेते हैं, एकदम फैक्चुअल पार्ट रहेगा एकदम कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अवॉइड करना है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैरिश करने हैं नोबल आइडियाज़, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, हार्मनी एंड द ब्रदरहुड। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज़, देन कम दी नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, साइंटिफिक टेम्पर को इम्प्रूवमेंट करना है, डेवलप करना है, सेफ गार्ड करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। और फिर आती है हमारी जो रिसेंट वाली थी 86th अमेंडमेंट के साथ जो ऐड हुई थी, जिसमें गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को जो कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के बीच में है उनको एजुकेशन देनी है, ठीक। अब आ जाते हैं हम DPSPs पे, जो कि हमारे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप रिलेट करिए विद दी सोशलिज्म के साथ, ठीक। जैसे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म, ठीक है, ह्यूमैनिज्म, इंडिविजुअलिज्म उसमें रिफ्लेक्ट होता है। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात आती है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम की जब बात आती है, तो बात हम करते हैं DPSPs की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारी USSR था या फिर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स वाई कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो
एक डॉक्यूमेंट है वो ब्लेंड है ऑफ मल्टीपल फिलोसफीज एंड द आइडियोलॉजीज़, वो किसी एक फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं करता। तो एक कॉन्टिन्यूम से हमें पढ़ना है, ना कि डाइकोटॉमी में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है और वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं विद दी DPSPs। सो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, ठीक, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंस्पायर्ड है बाय द आयरलैंड। देन दे आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल। आपको पता होना चाहिए कि इसको भी DPSPs के लिए ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आपको, मान के चलिए कि अब कोई DPSP है, ठीक है, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप जुडिशरी या आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, ठीक है, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स विच आर जस्टिसिएबल। बाकी ग्रीनवाल ऑस्टिन ने कहा था कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड डॉक्टर अंबेडकर ने नोबल फीचर कहा था DPSPs को। आइए आगे देख लेते हैं। सो कुछ लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट DPSPs की है, जो डायरेक्टली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको इसको याद ही करना है, ठीक है। आर्टिकल 31A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 कहता है विलेज पंचायत, जो कि अब अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, जो कि 1992 में आया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे भी दिया गया है, ठीक है। सो ग्रेजुअली विद द टाइम गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट तो करती है DPSPs को, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन है इसको करने की, ठीक है। बट हाँ, वही वाली बात आ जाती है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोरल ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, वैसे ही DPSPs आर लाइक मोरल ऑब्लिगेशन ऑन दी स्टेट, ठीक, जो कि उसको इग्नोर नहीं कर सकती स्टेट। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। देन कम्स दी आर्टिकल 45, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 48 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब हेरिटेज की। आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। एंड आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आर्टिकल 51 बहुत हद तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी यहाँ पे डायरेक्ट करता है और ड्राइव करता है, जिसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, टू एंश्योर द पीस। इसीलिए ही इंडिया प्रोएक्टिवली किसी भी वॉर को सपोर्ट नहीं करता और किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि हमारी DPSP के अंदर जो फंडामेंटल है, जो कोर वैल्यू है हमारी फॉरेन पॉलिसी, वो एंश्राइंड है, एंड दैट इज़ टू प्रमोट द पीस एंड द सिक्योरिटी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फेडरलिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, फेडरलिज्म के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हमको फ्रीडम मिली थी ना, तो उस समय काफ़ी सारे सब रीजनल मूवमेंट्स थे, काफ़ी सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट थे जो एक्टिव थे इंडिया में हर तरफ, ठीक है ना। जैसे साउथ में द्रविडियन मूवमेंट था, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी थी, एंड जम्मू एंड कश्मीर में तो वहाँ पे इंसर्जेंसी चल ही रही थी, ठीक है, सपोर्टेड बाय दी पाकिस्तान। तो इसीलिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जरूरी हो जाता है कि अगर हम रीजन्स को, जो स्टेट लेवल पे प्रोविंसेस हैं, उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर के अंदर कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टेट फिर सिक्योर फील करते हैं। जब उनके खुद के ऑटोनोमस स्फीयर पे किसी भी तरीके से इंटरवेंशन नहीं होता सेंट्रल अथॉरिटी का, तो क्या होता है, रीजन्स की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। इंस्टीट्यूट की आप सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेके चलो। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का एग्जाम्पल हमने देखा है पाकिस्तान में, जो कि ईस्ट पाकिस्तान पहले था, बट बाद में टूट के बांग्लादेश बन गया। सिमिलरली हमने देखा श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, जो कि रिसेंटली ख़त्म हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को उस सिविल वॉर ने टार्निश कर दिया था। सो डेट्स वाई फेडरलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ एनी नेशन। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। सो इसका सिंपल मतलब है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट फेडरल यूनिट्स। बाकी आर्टिकल 1 डिक्लेयर करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाकी हमारे कंट्री में देखने को मिलता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। क्यों? तो सिमेट्रिक फेडरलिज्म वो होता है जहाँ पे सारी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, बट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म वो होता है जहाँ पे स्टेट्स के पास डिफरेंट पावर हो सकती है, जो कि हमें देखने को मिलता है। शेड्यूल 5 के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल पावर दे रखी हैं। अभी तक आर्टिकल 370 था जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल पावर थी। शेड्यूल 6 के अंदर जो 4 स्टेट्स हैं उनको स्पेशल पावर दे रखी हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट पावर दे रखी हैं। उसके डिफरेंट सोशो कल्चरल रीजन्स हैं, ठीक, और हिस्टोरिकल रीजन्स भी हैं थोड़े से। आगे देखते हैं। सो हमारे पास अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी इस फेडरल इन नेचर है। तो पहली बात सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव्स में जो सुप्रीम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात आती है कि जुडिशरी हमारी इम्पार्शियल है, और फिर बात आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना ईजी नहीं है कि आप सिंपली गए और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया अपने फेवर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डिवीज़न ऑफ पावर्स बाई कैमरल लेजिस्लेचर।
हम बात कर लेते हैं थोड़े से यूनिटरी फीचर्स की, क्योंकि इंडिया का आपको पता होना चाहिए कि कई सारे स्कॉलर्स ऐसे भी जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लाइक केसी बियर ने कहा था कि इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट है, ठीक है। जैसे कि ग्रीनवाइल ऑस्टिन तो प्रेस किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह के, बट केसी बियर ने कहा था इट इज़ ए क्वासी फेडरल। तो क्वासी फेडरल इसीलिए ही कहा था क्योंकि यहाँ पे फेडरल तो फीचर्स हैं बट यूनिटरी फीचर्स भी बहुत सारे हैं जो कि हमारे हैं कि इट इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएसए में है डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट इंडिया में एक ही संविधान है पूरी स्टेट्स एंड एज वेल एज द यूनियन के लिए। सेंटर ऑब्वियसली बात है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी वो अपने आप में सुप्रीम है, उसके ऊपर हायरार्की है, सबसे ऊपर जो बैठती है हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ जुडिशरी है इंडिया में। एमरजेंसी पावर्स क्या मतलब, ये मान के चलिए नेशनल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ये जो एमरजेंसीज़ की पावर है इसके लगते ही अपनी कंट्री कन्वर्ट हो जाती है इनटू दी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, मतलब यूनिटरी बन जाती है कम्प्लीटली। 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी तो उस समय स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं रह गई थी। ऑल दी पावर कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स और से द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ऐसे में एक तरीके से कुछ हद तक वर्चुअल डिक्टेटरशिप की तरफ कंट्री कन्वर्ट हो जाती है। बाकी हम देखते हैं इनइक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन दी राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा के अंदर सबको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, सबको सेम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी अगर हम अपने आप को एज ए टोटल फेडरल स्टेट बनाना चाहते हैं तो। बाकी फिर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसको अमेंड भी किया जा सकता है और 106 बार ऑलरेडी अमेंड करा जा चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। रिसेंट कौन सा हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताइए, पीछे वीडियोस में मैंने आपको डिस्कशन भी किया है। तो 106 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट अमेंडमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, सो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ कमिटीज़ देख लेते हैं रिलेटेड टू दी फेडरलिज्म, जो कि राज मन्नार कमेटी। अच्छा, इन कमिटीज़ में आपको ध्यान रखना है कि इनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है और ये कमेटी कौन सी है बस, क्योंकि इसमें लगाने के लिए आ सकता है क्रोनोलॉजिकली। तो राज मन्नार कमेटी 1969, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978, सरकारिया कमीशन 1983, पंची कमीशन 2007, ठीक। तो इन कमिटीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाकी देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़ जिनमें फेडरल सिस्टम है, क्योंकि ये बस आप इतना जान लो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे कि ठीक है ये वाली कंट्रीज़ मैंने पढ़ी हैं, तो इसमें अगर नहीं है तो वो कंट्री यूनिटरी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो हैं रशिया, कनाडा। अच्छा, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो है ना वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम द कैनेडियन मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म। यूएसए के मॉडल तो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, बट इन दी कनाडा जो सिस्टम पाया जाता है फेडरलिज्म का वो इंडिया से काफ़ी हद तक सिमिलर है, ठीक। फिर आता है यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड दी अर्जेंटीना। तो ये कुछ फेडरल स्टेट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये इतना लंबा टॉपिक नहीं है, जो बड़े टॉपिक्स थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो इन द इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। सो इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है रिकॉग्नाइज करने की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, देखिए रिकॉग्नाइज होती हैं दो कैटेगरीज में, देखना एक होता है नेशनल, एक होता है स्टेट, ठीक। रीजनल पार्टीज़ करके कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं है, दो प्रैक्टिकल पर्पसेस से हम यूज़ कर लेते हैं वेरी ऑफनली द टर्म रीजनल पार्टी, बट जो ऑफिशियल टर्म है बाय द इलेक्शन कमीशन वो है नेशनल पार्टीज़ एंड द स्टेट पार्टीज़, ठीक है। और उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद कुछ पर्क्स होते हैं वो दिए जाते हैं पार्टीज़ को, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो पे थोड़ा सा टाइम को अलॉट किया जाता है। जो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं उनको कुछ हद तक अगर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होगी आगे जाके तो उनको वो फंडिंग भी मिल जाएगी, और कुछ स्टार कैंपेनर्स का उनके पास अधिकार होता है वो मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही कुछ पर्क्स हैं ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। बाकी करेंटली 6 नेशनल पार्टीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं एज द नेशनल पार्टी इंडिया के अंदर, जिसमें है INC कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये है केरला वाली पार्टी CPIM जो केरला में रूल करती है, ठीक। फिर आती है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की है, रिसेंटली वहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। आई थिंक आप क्रॉस चेक जरूर करिएगा, आई थिंक इन्होंने मिजोरम में अपनी गवर्नमेंट बनाई है रिसेंटली। और फिर आती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि इन्होंने भी दिल्ली तो है ही है, साथ में पंजाब के अंदर भी अब गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है, तो रिसेंटली आम आदमी पार्टी भी मेड इनटू द लिस्ट ऑफ द नेशनल पार्टीज़, ठीक है ना। बात कर लेते हैं थोड़ा क्राइटेरिया की कि नेशनल पार्टी के लिए क्या, देखिए क्राइटेरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि अगर क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो आपको ये जो टर्म्स हैं जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रहने चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या लिखा है, इट शुड गेट अ 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन एनी 4 स्टेट्स एंड 4 सीट्स इन द लास्ट लोकसभा पोल। तो जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए हैं, असेंबली इलेक्शन कौन से होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, स्टेट में चुनाव होते हैं, उनको कहते हैं असेंबली इलेक्शन,
तो 4 स्टेट्स के अंदर 6% वोट अगर मिले हैं, मतलब मान लीजिए कि पीछे चुनाव हम सपोज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हो गए, बिहार में हो गए और राजस्थान में हो गए एंड मध्य प्रदेश में हो गए, तो इन चारों ही स्टेट में एक XYZ पार्टी है जिसको 6% वोट मिल गए, हर स्टेट का अलग अलग हम देखेंगे तो उसको क्या है, नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। या फिर उसको लास्ट जो लोकसभा पोल्स हुए थे वहाँ पे 4 सीटें मिल गई हैं, ठीक है, तो इसमें से एक भी होगा पूरा तो उसको काम बन जाएगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया आता है हमारे पास, इट शुड गेट 2% ऑफ ऑल द लोकसभा सीट्स इन द लास्ट इलेक्शन एंड दीज सीट्स शुड बी फ्रॉम एटलीस्ट 4 स्टेट्स। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है हमारे पास कि जो पिछले लोकसभा, अभी मान के चलिए पिछले छोड़िए, अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें मान लेते हैं XYZ पार्टी है, उसको टोटल सीट का 2% मिल गया, तो सपोज कर लो कि 500 सीट हैं, ठीक है, 500 का 2% कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा 10 सीटें, ठीक है। तो अगर उन्होंने इतनी सीटें जीत ली, और इतनी सीटें कितनी स्टेट में जीतनी है, 4 स्टेट में जीतनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में 10 सीटें जीत के आ गए तो सारी स्टेट पार्टीज फिर तो नेशनल पार्टी बन जाएंगी, क्योंकि स्टेट के अंदर 10-12 सीट तो जीत ही लेती है एक रीजनल पार्टी। सो फ्रॉम दी 4 डिफरेंट स्टेट से आपको 2% सीट जीतनी है लोकसभा, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो आप बन सकते हैं नेशनल पार्टी, ठीक है। तो आई थिंक ये डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, इनमें से एक भी फुलफिल होता है तो भी रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही फुलफिल होने हैं, ठीक। आगे देखते हैं स्टेट पार्टी कैसे बनती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सो सेम चीज़, 6% वोट शेयर इन दी लास्ट असेंबली इलेक्शन, तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उत्तर प्रदेश में मान के चलिए इलेक्शन होते हैं और XYZ पार्टी को 6% की, मतलब 7% ऑफ द टोटल वोट मिल जाता है, तो वो वहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज हो जाएगी। बाकी 2 सीट्स इन दी स्टेट असेंबली इलेक्शन मिल जाए, फिर 2 सीट से ज़्यादा या 2 सीटें मिल जाए तो रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। बाकी 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और द 3 सीट्स, तो मतलब 3% या तो टोटल असेंबली सीट मिल जाए, 3 सीट, ये इसलिए लिखा है यहाँ पे कि छोटे जो राज्य हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, जैसे सिक्किम है, तो वहाँ पे बहुत कम सीट्स होती हैं, तो वहाँ पे 3 सीट मिल जाए या 3% ऑफ द टोटल सीट मिल जाए तो भी वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगा, ठीक है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो कि सिंपली हमारा पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। सो पहले हम देख लेते हैं AITC के बारे में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल में इस समय करंटली रूलिंग पार्टी है और श्रीमती ममता बनर्जी इसकी हेड है। सो इसका सिंबल ध्यान रखिए कि ट्विन फ्लावर्स एंड ग्रास, मतलब ऐसा ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे फूल और घास है वो AITC का है, ठीक है ना। बाकी 1998 में फाउंड हुई थी। उसके बाद हमारी आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे हम कहते हैं NCP, इसका सिंबल है क्या, घड़ी, ये 1999 में फाउंड हुई थी। ये डेट्स पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये डेट्स ही क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आती है। सो आपको अगर एक की भी डेट ध्यान रहेगी तो आप एलिमिनेट कर लेंगे इजीली। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस समय करंटली रूलिंग पार्टी है वहाँ पे, जहाँ से शिबू सोरेन वगैरह ये चीफ मिनिस्टर हैं। सो इनका सिंबल क्या है, बो एंड एरो, ठीक है, ग्रीन कलर में। तो ये 1972 की पार्टी है। DMK आती है जिसका राइजिंग सन है, 1949 में आई थी। AIADMK आती है, बल्कि AIADMK है, ठीक है ना, जो इसी का फैक्शन था DMK का। तो इसका सिंबल क्या है, 2 लीव्स, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1972, ठीक है। सो ये पार्टीज एज वेल एज इनका फाउंडिंग ईयर और सिंबल अगर ध्यान आ जाए अच्छी बात है, बट इनका फाउंडिंग ईयर और पार्टीज़ के नेम ध्यान रखने हैं। तो इन्हीं किसी पार्टीज़ में से आपका आएगा जब क्वेश्चन तो उसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और आज हमारा होगा द लास्ट सेशन फॉर आवर टॉपिक इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर आर रिमेनिंग टॉपिक्स फ्रॉम दिस सेक्शन। सो आइए देख लेते हैं एक बार कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज का द इलेक्शंस एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन कम्स द लोकल गवर्नमेंट, फिर हम बात करेंगे जुडिशरी की। तो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स यही रह गए इस पहले टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अपने, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जामिनेशन लाइक CUT PG, UGC NET एंड GRF एंड दी अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्शंस। तो आइए बात कर लेते हैं कि इलेक्शंस क्या हैं और कौन इसके लिए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बॉडी है जो इसको कंडक्ट कराती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक। सो देखो आर्टिकल 324 के अंदर बात कर रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। सो अच्छा ठीक है, इससे आगे बढ़ने से पहले एक बात को लेकर हम डिस्कशन करते हैं छोटा सा कि इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में है, ठीक है। सो हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है नहीं इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारे बिहाफ में जाके इन दी पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल जो रोल होता है ना, वो इलेक्शन के प्रोसीजर का होता है कि जो सोसाइटी है, जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं, उनका कितना बिलीफ है कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो फेयर है और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है फ्रॉम द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शंस। अब देख लीजिए आप कि वर्ल्ड वाइड कितने सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते हैं, जैसे कि सोमालिया इज़ ए फेल्ड स्टेट,
रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर क्या होता है बार बार, क्यों इतना सिविल वॉर होता है, क्यों इतना मिलिट्री कूप होता है, क्योंकि जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है इन दी पाकिस्तान वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसीलिए अभी रिसेंटली इलेक्शन हेल्ड हुए थे पाकिस्तान में, तो वहाँ पर फिर से लोगों के पास बिल्कुल भी उनको बिलीव नहीं था कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए हैं, इसीलिए दोबारा से प्रोटेस्ट होता है। तो जहाँ पर इलेक्शन फेयर नहीं होंगे वहाँ पे स्टेट के पास कभी भी लेजिटिमेसी नहीं आ पाएगी, और जिस स्टेट के पास लेजिटिमेसी नहीं होगी वो स्टेट अपना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो स्टेट कभी भी सोवरेन बेसिस पे डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल इशूज़ में डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिकली ही इतनी स्टेबिलिटी रहेगी पॉलिटिकली कि वो स्टेट कहीं भी प्रॉपर्ली अपना जो है अटेंशन नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। बट इंडिया इस बात को लेके काफ़ी लकी है, क्योंकि इंडिया के पास है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको एज ए केस स्टडी भी यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड की कैसे इतनी बड़ी पॉलिटी लाइक इंडिया, जहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, और इस बार का जो एस्टीमेट है अराउंड 960 से 70 मिलियन पीपल आर गोइंग टू वोट। मतलब इलेक्ट्रल जो हमारा रोल है इंडिया का उसमें अराउंड 100 करोड़ लोग हैं। अब वोट कितने देंगे, वो अराउंड देंगे 60 से 70 करोड़ लोग। बट पॉइंट यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल काफ़ी क्रिटिकल है हमारे पूरे प्रोसीजर में, ठीक। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट रिलेटेड टू द इलेक्शंस। सो इस समय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हैं हमारे एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर। तो ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद से इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया है, ठीक है। पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी ही थी, बट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब ध्यान रखेंगे, उसके बाद से 3 मेंबर बॉडी हो गई है, ठीक। सो व्हाट आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इलेक्शन कमिश्नर्स एज वेल एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो होल्ड कर सकते हैं अपने ऑफिस को 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज के लिए, ठीक है। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रमोशन के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, लेकिन जब ऐसे में वो CEC बनता है, एक EC, तो जो उसका टर्म काउंट किया जाता है वो टोटल मिला के 6 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे सपोज करिए 2 साल वो एज ए इलेक्शन कमिश्नर रह चुका है, सो बचे हुए बस 4 साल ही ऐसे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है, ठीक है। और एट द एज ऑफ 65 ईयर्स रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी है रिकॉग्नाइज करने की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया में, फिर भले ही वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हो और दी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हों। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से कंसर्न रखती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये कमेटी है तो ये किससे रिलेटेड है, या फिर इनमें काफ़ी ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। तो एक है आपकी तारकुंदे कमेटी जो 1975 में आई थी, गोस्वामी कमेटी 1990 में आई थी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998 में आई थी। बाकी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं इंडिया के, और यहाँ पे जो लिस्ट आएगी वो क्रोनोलॉजिकली ही आएगी, तो आपको उसको वैसे ही याद रखना है, ठीक, क्योंकि ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन के बेसिस पे बन के आ सकता है। तो इसमें अगर आपको याद रहेंगे तो आप इसे एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सुकुमार सेन, उनके बाद आते हैं TN सेशन। अब देखिए TN सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे इंडिया के, ये 1990s में थे, और कहा जाता है कि इनके टाइम में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी को एजर्ट किया था। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसको पहले क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव होते थे, जो मिनिस्ट्रीज़ होती थी, प्राइम मिनिस्टर होते थे, काफ़ी हद तक उसको सबऑर्डिनेट बना के रखते थे। बट फ्रॉम द टाइम ऑफ TN सेशन फ्रॉम 1990s इस कमीशन ने अपने आप को एजर्ट किया, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ऑटोनोमस बेसिस पे काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के टाइम में, ठीक है। उसके बाद SY कुरैशी, और हमारे जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं राजीव कुमार। तो ये आप 3 से 4 नाम ध्यान रखिए, और ये क्रोनोलॉजी में ही अरेंज्ड हैं, तो वैसे इनको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। पहले 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो आपको जैसे कि पता होगा DPSP के अंदर प्रोविज़न है एक कि हमारे यहाँ पे हमें विलेज लेवल पे ऑर्गेनाइज करनी है इंस्टीट्यूशंस को, जो कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होंगी। ये महात्मा गांधी जी का आइडिया था ऑफ द ग्राम राज, जो कि स्वराज में बदल जाएगा आगे जाके। तो उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और उसके बाद जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि काफ़ी बड़ा स्टेप था, काफ़ी मेजर स्टेप था टूवर्ड्स दी लोकलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा और जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, वो पार्टिसिपेट कर पाएगा इन द प्रोसेस ऑफ द गवर्नेंस। फिर इससे आता है हमारा पार्ट 9, जिसके अंदर द पंचायत करके ऐड होता है, और फिर इसके बाद ही आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक। तो ये अमेंडमेंट एक्ट ध्यान रखने हैं। बाकी आगे देखते हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं
डेट आर रिलेटेड टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 243 क्लॉज ए, जो बात करता है ग्राम सभा की। अच्छा, ग्राम सभा क्या होती है? किसी भी एक गांव या 2 से 3 गांव को मिला के ग्राम सभा बनती है, और ये सबसे ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल लेवल के इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कहते होंगे ग्राम प्रधान, तो वो वाले इलेक्शन ग्राम सभा में ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 243 क्लॉज ए के अंडर आता है ये। देन कम्स दी आर्टिकल 243 क्लॉज डी, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात है। अच्छा देखिए, अभी रिसेंटली तो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ है टू प्रोवाइड दी रिजर्वेशन टू दी वीमेन इन दी लोकसभा एज वेल एज इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बट यहाँ पर लोकल लेवल गवर्नमेंट में, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में, एज वेल एज इन दी पंचायती राज बॉडीज़ के अंदर 33% ऑफ दी सीट्स उसी टाइम से रिजर्व्ड हैं महिलाओं के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 243 डी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 243 ई, जिसमें बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, जो कि 5 साल का दे रखा है। फिर आता है 243 एच, जो बात करता है इम्पोज टैक्सेस। फिर आता है 243 के, जो बात करता है इलेक्शंस कैसे होंगे, और इलेक्शन टू पंचायत के लिए कौन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है टू कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज़, या फिर कोई और बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के साथ है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इन वाले इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक। बाकी अब देख लेते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डेट आर रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़। तो इसमें आता है आर्टिकल 243 टी, जो बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, सेम बात। वाई बात करता है फाइनेंस कमीशन की। अच्छा देखो, एक तो होती है हमारी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो बात करती है सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसको इंश्योर करती है, किस तरीके से डिवीजन होगा रिवेन्यूज़ का और किस तरीके से डिवैल्यूएशन होगा, ठीक है ना। मतलब डेलीगेशन रिसोर्सेज होगा फ्रॉम दी सेंटर टू दी स्टेट, कैसे वर्टिकल एज वेल एज कैसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। तो उसके लिए तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, आई थिंक वो आर्टिकल 280 के अंदर है। बट आर्टिकल 243 वाई बात करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, जो बात करेगी किस तरीके से स्टेट से टियर 3 बॉडीज़ के पास फाइनेंसेस को डिवॉल्व किया जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। देन कम्स दी आर्टिकल 243 ZD, जिसमें बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक बनाई जाती है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, और फिर वो ही लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं। द सेम थिंग डेट हैपन्स इन द पार्लियामेंट इज हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक। आइए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, इनके बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन और उससे भी इम्पॉर्टेंट इनके ईयर्स या फिर इनकी क्रोनोलॉजी अरेंज करने के लिए एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। सो स्टार्टिंग में हमारे पास आई थी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 टियर क्या होता है कि भाई पहले तो आपकी ग्राम सभा आ जाएगी, फिर आपकी उसके बाद आ जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और उसके बाद आपकी आ जाएगी जिला पंचायत, ठीक है ना। तो 3 लेवल की बलवंत राय मेहता ने रिकमेंड किया था। 1977 में अशोक मेहता कमेटी आती है, इन्होंने 2 टियर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया था, मतलब जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसको हटा के बस जिला परिषद और ग्राम सभा की बात की थी। 1986 में LM सिंघवी कमेटी आती है। तो इसका एक बात ध्यान रखना कि कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द कमिटीज़ इज़ रिलेटेड टू दी रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर बनता है LM सिंघवी कमेटी डेट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986, इसका कंसर्न था रिवाइटलाइजेशन। उसके बाद हमारा 1988 में आती है गडगिल कमेटी, इसने अगेन 3 टियर स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया था, और इसका आपको ईयर ध्यान रखना है, ठीक। बाकी अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडियन जुडिशरी, ठीक। तो इट इज़ कॉल्ड एज दी वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द अदर 2 ऑर्गन्स बीइंग द एग्जीक्यूटिव्स एंड द लेजिस्लेटिव्स। तो जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट के अंदर। और अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट इसी एपेक्स कोर्ट है। आपको पता है इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम जुडिशरी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो लोकल जुडिशरी लोकल कोर्ट्स आ जाते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं, और सबसे जो ऊपर है वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। अब बात कर लेते हैं कि जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने लोकल जुडिशरी के पास जाने की, हाई कोर्ट्स के पास जाने की, या किसी ट्रिब्यूनल के पास जाने की। जैसे कि आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई हर्ट करता है या उनका वायलेशन होता है, तो अंडर आर्टिकल 32 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। तो उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन,
ठीक, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीज़ होती है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या सेंटर और मल्टीपल स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ऐसे केसेस जाते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आती है सेकंड टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन से हम कहते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन। एपलेट वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि बाय द वे ऑफ अपील, मतलब क्या हुआ कि हमने भाई अपील कर दी, हमने हाई कोर्ट में हमें डिसीजन मिला कुछ, उसके अगेंस्ट हमें जाना है अपील करने, तो वी कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट, तो उसे कहते हैं एपलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है इंडिया के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक, फिर हमारे पास आती हैं कुछ रिट जुरिस्डिक्शंस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 इंक्लूडिंग हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चरी। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन आर टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। और रिट जुरिस्डिक्शन भी ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की वन ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस में से एक है। ठीक, और ये बात आप मेरे को बताइए, क्या हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू इशू दी रिट्स और नॉट? ठीक, और अगर अथॉरिटी है हाई कोर्ट के पास, तो क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर आर्टिकल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर उसके लिए बस पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करके ही अथॉरिटी कन्वे कर दी टू दी हाई कोर्ट? ठीक है, तो ये रिसर्च कीजिएगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, क्योंकि रिट का टॉपिक अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है। देख लेते हैं एक और पावर, द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो जो भी अपनी जजमेंट्स देगा उसका एक रिकॉर्ड बनता है, तो उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस जो जजमेंट थी उनको रिव्यू भी कर सकता है, उनको रिपील भी कर सकता है, जो कि होता है। एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है गोलकनाथ केस एज वेल एज दी केशवानंद भारती केस। तो गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी हालात में आप वायलेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट 1973 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस वाली वर्डिक्ट को कम्प्लीटली रिपील कर दिया और ये कह दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ केसेस में जहाँ पे वो किसी भी पार्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कर सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसी तरीके से वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है, जो कि आर्टिकल 129 के अंदर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रीवियस जजमेंट को रिपील कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। गिव इन डेट कंडीशन है एक, कंडीशन ये है कि जो पहले मान के चलिए 7 बेंच की किसी जज की बेंच थी, 7 जज जहाँ पे बैठे थे, उन्होंने डिसीजन लिया था। सो जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास केस जाएगा वहाँ पे उससे ज़्यादा की बेंच होनी चाहिए, 9 की हो जाए, 11 की हो जाए। ठीक है ना, बस 7 से कम की जो जजेस की बेंच है वो पुराने डिसीजन को फिर नहीं रिपील कर सकती। आइए आगे बढ़ते हैं। देन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 226 प्रोवाइड करते हैं फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर इंडियन जुडिशरी की, जिसमें जो लॉ हैं, एक्ट्स हैं, ऑर्डर्स एंड रेगुलेशन हैं ऑफ द लेजिस्लेटिव्स और से ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, उनको वो रिव्यू कर सकते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर के अंदर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वायलेट कर रहे हैं एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वायलेट कर रहे हैं तो उसको फिर क्या होता है, स्ट्रक डाउन कर देती है जुडिशरी। ठीक, जैसे कि क्या किया था एनजेक, जो हमारा आई थिंक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। उसको उन्होंने कहा इट इज़ टर्म्ड एज नल एंड वॉइड बिकॉज इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो आर्टिकल 13 के थ्रू ही किया था। ठीक, बाकी एक ये चार्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हायरार्की समझाने की कोशिश की आपको इंडियन जुडिशरी में। तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के नीचे मल्टीपल कोर्ट्स आते हैं ये, जिसमें इन जो कोर्ट्स हैं इनके बीच में कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती। ये ऐसे करके मान लीजिए कि फॉर द डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट कोर्ट्स को सेटअप किया गया है। ठीक है, जहाँ पे फैमिली कोर्ट हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं, या फिर अदर टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन लेवल कोर्ट्स होते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करती है गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन ट्रिब्यूनल्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल्स के थ्रू आप बाईपास करते हैं हाई कोर्ट को। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कह रखी है कि द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कैन बी चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट, सो यू कैन नॉट बाईपास द हाई कोर्ट बाय गोइंग टू द ट्रिब्यूनल्स। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट के नीचे ही ट्रिब्यूनल्स आते हैं। तो ये हमने बात कर ली हायरार्की की। अब हम देख लेते हैं अपना आज का जो कि जुडिशरी से रिलेटेड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस पे बन के आ जाता है। तो आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसको। तो 1960 में आती है बेरूबारी यूनियन केस। तो आप इसको बस केस का नाम ध्यान रखिए, ठीक है, और उनका ईयर ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्रोनोलॉजी में ही अरेंज करने को आ सकता है। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बता ही चुका हूँ केसेस से रिलेटेड अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी, और अभी मैं रिसेंटली देखिए गोलकनाथ केस का आपसे जिक्र किया था, तो यहाँ पे आ गया है 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था, और फिर 1973 में
केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि कंप्लीटली रिपील करता था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो गोलकनाथ केस में थी, ठीक है। और इसी केस के अंदर आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, आप कोई सा भी केस भूल जाएं बट आपको केशवानंद भारती केस को पक्का ध्यान रखना है और उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। बाकी 1980s में आता है मनरेगा मिल्स केस, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस प्रोविजंस, ठीक है ना। तो बैलेंस इंश्योर करना है बिटवीन दी डीपीएसपीज एंड दी फंडामेंटल राइट्स, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हमारा 1997 में आता है, अच्छा ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, जो कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। तो यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस दी थी, और विशाखा गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है कि रिलेटेड हैं किस चीज़ से, वो रिलेटेड हैं कि जो वर्क प्लेस पे जो वीमेन की सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए। तो एक 2013 में आई थिंक एक एक्ट भी आया था जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस करके नाम है उसका। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्क प्लेस पे महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो गाइडलाइंस है वो विशाखा केस के थ्रू आई थी, ठीक है। फिर ये तो काफ़ी रीसेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, 2017 में आया था पूटास्वामी केस, जिसमें किसकी बात हुई थी, राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी। तो राइट टू प्राइवेसी को मान लिया गया है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आज से आपके पास राइट टू प्राइवेसी है जो आपका फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए ही अब रिसेंटली सरकार ने जो अपना पर्सनल डेटा है उसको लेके कैसे प्रोटेक्शन करना है, कैसे प्राइवेसी इंश्योर करनी है, उसको लेके BN श्री कृष्णा कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन किया था। तो इसीलिए किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बात है रूल्स एंड रेगुलेशन इंश्योर करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आपका जो डेटा है, आपकी जो प्राइवेसी है उसका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक। सो यहाँ पे आके हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी देख ली जुडिशरी की। सो हमारे जो भी रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो हमने कवर कर लिए इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स के। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। सो अब हमारी मुलाकात होगी विद सम न्यू टॉपिक्स इन सम न्यू वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जामिनेशंस, ठीक। तो अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और बढ़िया से पढ़िए। चलिए फिर, धन्यवाद। YouTube पे पहली बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सभी मेजर थ्योरीज और थिंकर्स एक वीडियो में कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। थ्योरीज में सबसे पहले नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का। साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म जो है वो लुई ब्रैंडिस ने कॉइन की थी 1910 में, लेकिन F.W. टेलर पहले एक ऐसे थिंकर थे जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करना शुरू किया, इसलिए आज उन्हें जाना जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ही उनके नाम से जाने जाने लगी है, यानी टेलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजमेंट को एज ए सिनोनिमस यूज किया जाता है। बेसिक थीम क्या है, क्या कहती है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि मैनेजमेंट अपने आप में एक ट्रू साइंस की तरह है। इसके कुछ फिक्स्ड लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी भी देश में हो, वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक थीम है कि मैनेजमेंट के कुछ फिक्स रूल होते हैं। अब प्राइमरी गोल क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, अचीव क्या करना चाहती थी? वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहती थी कि इंडस्ट्रीज है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें काम करने की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। टेलर कहते हैं एक नया कंसेप्ट लेकर आते हैं मेंटल रेवोल्यूशन का। कहते हैं अगर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट लेकर आनी है तो उसके साथ मेंटल रेवोल्यूशन भी लेकर आनी होगी। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है मैनेजमेंट और वर्कर को एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। इन दोनों को मिलकर काम करना होगा, हार्मनी में काम करना होगा, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट में रहकर काम करना होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल टेलर बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इंसान के वर्क को एक तरह से परखना अच्छे से कि कैसे डेवलप किया जाए अच्छे से, ताकि इसमें एफिशिएंसी बढ़ सके। पहली चीज आपने ये करनी। दूसरा ये कहते हैं साइंटिफिकली आपने सिलेक्ट करना है लोगों को और फिर उन्हें ट्रेन करना है। तीसरा कहते हैं कि मैनेजमेंट को वर्कर के साथ फुली कोऑपरेट करना होगा, सिर्फ अपनी ही मनमर्जियां नहीं करनी है। फोर्थ कहते हैं इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड होनी चाहिए, उसकी भी डिवीजन होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो टेलर हमें बताते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल फॉरमैन है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने सारे PYQs और कितने क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले टेलर कहते हैं वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए, यानी वर्कर के ऊपर जो सुपीरियर होंगे वो एक नहीं होगा, वो 8 होंगे।
क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंसेप्ट आता है, उसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जिसका मतलब होता है कि वर्कर जो है उसका एक ही सुपीरियर होगा और उसी से ऑर्डर लेगा। लेकिन टेलर कहते हैं ऐसा नहीं है, वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए 8 लोग होंगे और उनका नाम वो देते हैं 8 फंक्शनल फॉरमैन। अब ये क्या है, इनको कैटेगराइजेशन भी करते हैं, कहते 4 ऐसे होंगे जो प्लानिंग रूम में बैठेंगे, ठीक है, जिनके नाम है रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन भी होगा एक। ये क्या मतलब बनता है? रूट क्लर्क का मतलब है अगर किसी कार फैक्ट्री में कार बनने जा रही है तो उसका रूट कहाँ पर कौन सा पार्ट बनेगा, कहाँ तक जाएगा, वो सारी चीजें करेगा, प्लान करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो होगा जिसने रूट क्लर्क ने सारी प्लानिंग की है, दूसरों को समझाएगा, इंस्ट्रक्शन देगा। टाइम एंड कोस्ट क्लर्क का काम बेसिकली ये होगा कि टाइम और कोस्ट कितनी लगने वाली है ये सारी चीजें कंप्लीट करने में। डिसिप्लिनेरियन से पता चलता है उसके नाम से ही कि उसने मेंटेन रखना है कि सारी चीजें स्मूथली और एफिशिएंटली चलती रहे, डिसिप्लिन बना के रखना। प्रोडक्शन ऑफिसर यानी वो लोग जिसे वो कहता है शॉप फ्लोर में बैठेंगे, एक्चुअली जहां पर काम हो रहा है वहां पर जाकर चीजें निगरानी रखेंगे। उसमें आ जाते हैं स्पीड बॉस जो काम की स्पीड को देखेंगे, गैंग बॉस जो देखेंगे कोई कमी नहीं आ रही, किसी रॉ मटेरियल की कोई चीज़ें तो नहीं चाहिए, वो गैंग बॉस है। रिपेयर बॉस कोई चीज़ खराब हो रही है, रिपेयर करेंगे। इंस्पेक्टर है जो ध्यान रखेगा कि काम एफिशिएंटली चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे डिसिप्लिनेरियन जो है वो प्लानिंग फ्लोर पे काम करता है, वैसे ही इंस्पेक्टर जो है वो प्रोडक्शन ऑफिसर, वैसे ही इंस्पेक्टर जहां पर एक्चुअली काम हो रहा है वहां पर काम करता है। तो इस तरह से ये आपने याद रखने हैं, इससे बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट, इनमें ही टेक्निक्स में एक फंक्शनल फॉरमैन आ गई, दूसरी आती है मोशन स्टडी, कि आपने मोशन को एनालाइज करना है कि चीज़ें कैसे परफॉर्म कर रही है और अननेसेसरी मूवमेंट्स तो नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई काम कर रहे हो तो वो काम ABCDE स्टेप से होकर ही फिर F तक पहुंच रहा है, क्या सीधा भी हो सकता है कि A से काम F तक पहुंच जाए? कुछ अननेसेसरी हमें मूवमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं तो की जानी चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, तो उसका इमोशन स्टडी करनी, क्या वो जल्दी भी पहुंच सकता है, तो ये चीज़ें करनी। टाइम स्टडी है कि एक टास्क को कंप्लीट करते वक्त कितना टाइम लगता है, क्या अगर एक टास्क को कंप्लीट करते वक्त 10 मिनट लग रहे, क्या उसको रिड्यूस करके 9 या 8 तक लेकर आया जा सकता है, इसकी स्टडी करनी। और फिर इसमें एक और नया एंगल डाल देते हैं जिसे कहते हैं डिफरेंशियल पेस रेट प्लान। इसका मतलब ये होता है कि वर्कर को आउटपुट के बेसिस पे अब पैसे मिला करेंगे। मान लीजिए एक वर्कर पूरे दिन में 10 यूनिट कंप्लीट करता है और उसके लिए उसको 5 रुपये पर यूनिट मिलते हैं, लेकिन अगर वही वर्कर दिन में 15 यूनिट कंप्लीट करके दिखा दे, अपने आउटपुट जो है उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखा दे, तो टेलर कहते हैं उनको फिर 6 रुपये पर यूनिट मिले जाएंगे। तो ऐसे उनको मोटिवेट किया जाएगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स देके। एक एक्सेप्शन प्रिंसिपल की भी बात करते हैं कि रूटीन में जो टास्क हो रहे हैं उसको तो फोकस करना ही करना, लेकिन रूटीन के टास्क से हटकर कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो उनको भी इंस्पेक्शन साथ साथ में चलता रहना है। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने समझाया साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा जरूरी थी, तो किसी तरह की आउटपुट में ये कमियां नहीं देखने चाहते। FW टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी के बाद लाइन ही लग जाती है और इनके फॉलोअर्स भी आ जाते हैं जो बात करने लगते हैं अपनी भी कुछ टेक्निक्स की। HL गान का उनमें पहले नाम आता है, वो हैबिट्स ऑफ इंडस्ट्री का कंसेप्ट लेकर आते हैं। कहते जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होनी शुरू होती है उनमें कुछ ना कुछ हैबिट्स आ जाती है, ये हैबिट्स आगे चलकर फिक्स हो जाती है। इसलिए इनिशियल स्टेजेस पे जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा कुछ अच्छी हैबिट्स ही वर्क कल्चर में लेकर आए, नहीं तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। वो गैंट चार्ट भी डेवलप करते हैं, उसके लिए फेमस है। गिलबर्ट आते हैं, वो फ्लो प्रोसेस चार्ट से चीज़ें बनाना शुरू करते हैं मैनेजमेंट की, और उसमें बताते हैं कुछ अननेसेसरी स्टेप्स फ्लो चार्ट में जो हमें दिखाई देते, कहते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, इस पे काम करते हैं। लेटर वो अपने ही यूनिट ऑफ वर्क भी डेवलप करते हैं। अगर उनके नाम को उल्टा कर दे गिलबर्ट को, तो उस यूनिट ऑफ वर्क का नाम रखा जाता है थर्बलिक्स। H. इमर्सन ये एफिशिएंसी के 12 प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं। ML कुक बात करते हैं कि वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होनी बहुत जरूरी है, हालांकि टेलर इससे डिसएग्री करते। टेलर कहते हैं कि ये काम एक्सपर्ट्स का होता है, किसी भी जॉब को एनालिसिस करना वर्कर का नहीं होता है। खैर एनीवे, नीचे आप फ्लो चार्ट दे सकते हो जिस तरह से मैंने बताया, बस इस फ्लो चार्ट को ही देख लोगे आपको पता चल जाएगा कौन सा इंसान किसकी बात कर रहा है। ये मेरा एक वे है आपको बताने का कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जैसे 4 पॉइंट से लंबे लंबे, उसको
इस तरह से शॉर्ट भी किया जा सकता है फ्लो चार्ट में, आसानी से चीज़ें समझ आ जाती है और याद रहने के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, ऐसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। क्लासिकल थ्योरी के की प्रोपोनेंट्स यानी मेजर थिंकर्स कौन कौन है? 20th सेंचुरी में डेवलप होते हैं मेजर थिंकर्स आते हैं इसमें, फ्योल, गुलिक, उर्विक, मुनी, रैली, फॉलेट एंड शेल्टन। इसके दूसरे नाम भी है क्लासिकल थ्योरीज के, जैसे कि ट्रेडिशनल थ्योरीज भी कहते हैं इसे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। अगर एग्जाम में ऐसे 4-5 नाम से कोई भी एक नाम उठाकर आपको कुछ पूछ लिया जाता तो याद रखना ये क्लासिकल थ्योरी की बात हो रही है। फोकस किस पे रहता है? इसका फोकस रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करती है, हायरार्की की बात करती है, एफिशिएंसी की बात करती है। देखो टेलर सिर्फ एफिशिएंसी की ही बात करता है, लेकिन इसके साथ ये हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों पर बात करना शुरू कर देती है। क्लासिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट लेकर आती है इकोनॉमिक मैन का। कहते हैं अगर वर्कर्स को मोटिवेट करना है, लोग मोटिवेट होते हैं अगर उनको इकोनॉमिक रिवार्ड्स दिए जाएँ, तो ये इकोनॉमिक मैन का आइडिया हो गया। की आइडियाज़ इनके कौन से रहते हैं? की आइडियाज़ जो है वो बेसिकली ये है, गुलिक और उर्विक ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कहते हैं वो प्रिंसिपल आप ह्यूमन ने आज तक जितनी एसोसिएशन बना रखी है उस सब में अप्लाई हो सकते हैं। तो वो कौन से थे वो भी देखते हैं। क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहले नाम आता है हेनरी फ्योल का, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये एक ऐसे थिंकर थे जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई फर्क नहीं करते थे, क्योंकि ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी हो, पब्लिक हो प्राइवेट हो, उसके सेम सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं। फ्योल की बुक्स की बात करते हैं, पहले आती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में पब्लिश होती है, फिर आती है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट 1923 में पब्लिश होती है। फ्योल कहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, मोरल उसमें हो, मोरालिटी हो, जनरल एजुकेशन हो, स्पेशल नॉलेज हो उसके पास, और एक्सपीरियंस हो। मोटा मोटी देखा जाए तो आप कहीं पर भी जॉब करने जाते हो तो आपकी ये 6 चीज़ें तो देखी जाती है। फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट हो, करेक्टर आपका अच्छा है या नहीं, मोरली गुड हो, जनरल एजुकेशन आपने क्या किया है, स्पेशल एजुकेशन मास्टर्स किस में की है, एक्सपीरियंस आपको कितना रहा है। तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी भी सेम ही कही जा रही है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कुछ एक्टिविटीज़ बताइए, यानी एक एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों पर काम होता है, कौन से या कह लो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तरह से ये भी समझ सकते हो। फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, टेक्निकल, कमर्शियल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, ये 6 होते हैं। अब इसको याद करने का शॉर्टकट मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि ये आपका बन गया फैट CMs, मोटे चीफ मिनिस्टर। बस इसको ऐसे याद कर लो, ये याद रहेगी। फिर एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 5 होते हैं। प्लानिंग, कहने का मतलब ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कौन सी चीज़ें करनी होती है। प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, कमांडिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसको कहते हैं POCCC। ऐसे याद रखना है कि 5 एलिमेंट्स ऑफ एड। इसी से क्वेश्चन आते हैं PYQ के, तो आप पढ़ते रहो आराम से। फ्योल 14 प्रिंसिपल देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, डिसिप्लिन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, यानी एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए आपका या एक ही सुपीरियर होना चाहिए, टेलर की तरह नहीं कि 8-8 होने चाहिए। यूनिट ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ग्रेटर गुड की बात करते हैं। रेम्यूनरेशन, यानी आपने जो काम किया उसका आपको मेहनत, लेबर या पे मिलनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। स्केलर चेन की बात करते हैं। स्केलर चेन का मतलब है जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी वो टॉप टू बॉटम होगी, यानी आपका कोई बॉस होगा और फिर नीचे तक वो बताएगा क्या क्या करना है दूसरे लोगों को जो उसके नीचे आते हैं। ऑर्डर की बात करते हैं। इक्विटी की बात करते हैं। टेन्योर ऑफ पर्सोनल जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। इनिशिएटिव की बात करते हैं। स्पिरिट द कॉप्स की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनियन होनी चाहिए पर्सोनल में, तो इसकी बात करते हैं। ये 14 प्रिंसिपल है, पढ़कर ही पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से जो आपने याद रखने हैं वो कुछ कॉमन थीम होते हैं। जैसे क्लासिकल थ्योरी में डिवीजन ऑफ वर्क रहने वाला है, इसके साथ यूनिटी ऑफ कमांड रहने वाला है। तो आगे चलकर हम गुलिक और उर्विक के जब प्रिंसिपल्स देखेंगे सेम चीज़ें वो भी बताएंगे। चलिए अब गुलिक और उर्विक की बात कर लेते हैं। क्लासिकल थ्योरी अपनी पीक पे 1937 में पहुंचती है। तब पहुंचती है जब गुलिक और उर्विक दोनों मिलकर पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक राइटिंग निकालते हैं। इसमें वो हेनरी फ्योल के आइडिया को फर्दर डेवलप ही करते हैं। ये कहते हैं कुछ न्यूट्रल प्रिंसिपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई हो सकते हैं। तो गुलिक का सबसे पहले 4P फॉर्मूला आपको याद रखना है।
4 पी की वो बात करते हैं। पहली पी पर्पस, जिसका नाम फंक्शन। पी फिर से आता है प्रोसेस स्किल्स। थर्ड पी पर्सन्स क्लाइंटल आता है। और फोर्थ पी प्लेस और एरिया आता है। ये 4 पी आपसे पूछी भी जाती होती है 4 पी में उन्होंने क्या दी है। कोई इनमें से एक पी को बदल देंगे, ठीक है, या मिस कर देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गुली के 7 एलिमेंट्स याद रखने हैं आपने फंक्शन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, जिसको वो शॉर्ट में कहते हैं पोस्ट कॉप। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें करना जरूरी है, उसे पोस्ट कॉप कहते हैं। अब गुलिक 10 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, वहीं उर्विक 8 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं। तो जो गुलिक है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और जो उर्विक के है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1943 में उर्विक अपनी फेमस बुक पब्लिश करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें वो 29 प्रिंसिपल देते हैं, बहुत एक्सपैंड कर देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर आप टेलर, गुलिक और उर्विक के देखेंगे तो डिवीजन ऑफ वर्क, जिसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं, वो सब में आपको कॉमन दिखाई देगा। ये इनका एक मेन प्रिंसिपल है जो सब जगह चलता है। कुछ कुछ जगह पर कोऑर्डिनेशन भी सब जगह चलेगा। जैसे गुलिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था, टेलर सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। कहीं पर आप देखेंगे कुछ डिफरेंस भी पाए जाते हैं, तो इनको बैठ के आराम से एक बार अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं म्यूनी एंड रैली। ये ऑनवार्ड इंडस्ट्री करके अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं 1931 में। और ये क्लासिकल थ्योरी को सबसे पहले यूएसए में सबसे पहले होते हैं जो फॉर्मुलेट करते हैं। 1939 में इसी बुक का टाइटल चेंज करके द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। तो ये दोनों बुक सेम ही है, अलग अलग टाइम पीरियड में नाम चेंज किया गया। ये 4 प्रिंसिपल बताते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी जैसे हम डिवीजन ऑफ वर्क भी कहते हैं, लाइन एंड स्टाफ। तो ये 4 प्रिंसिपल्स कहते हैं। आपने याद रखना है किसने 14 कहे हैं, किसने 10 कहे हैं, किसने 8 कहे हैं, किसने 4 कहे हैं। बस यही क्लासिकल थ्योरी में चीज़ें याद करनी होती है। एमपी फॉले की बात करते हैं। ये एक पहले ऐसे थिंकर है जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमेंशंस को लेकर आते हैं, यानी उस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें सोचना पहली बार जो शुरू करते हैं वो एमपी फॉले लेके आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन डिमेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच कहलाती है उनमें एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म में जेएस मिल करते हैं ना हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में काम एज ए ब्रिज, तो यहाँ पर वो फॉले काम कर रही है। तो उनकी बुक्स के नाम देखते हैं कौन कौन से। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896 में आती है। द न्यू स्टेट 1920 में। क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये फेमस बुक है उनकी, 1924 में आती है। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में आती है। अब ये कन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन की बात कहते हैं। ये कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट पाए जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल की ओपिनियन और इंटरेस्ट वो डिफरेंट होने ही होने हैं, इनएविटेबल है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं हमें कन्फ्लिक्ट को ये नहीं देखना कि वो हार्मफुल है ऑर्गेनाइजेशन के। कन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का और इसको हैंडल करना होगा हमें कंस्ट्रक्टिव वे में। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वे होने चाहिए कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, और यहाँ से ही इनका आइडिया निकल कर आता है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का, कि कन्फ्लिक्ट को नेगेटिव डिमेंशन से नहीं पॉजिटिवली डिमेंशन से देख रहे हैं। तो कहते हैं कन्फ्लिक्ट को फिर सॉल्व करने के कौन से वे हो सकते हैं। कहते हैं एक है डोमिनेशन, एक साइड जीत जाए वो डोमिनेशन होगी। दूसरा हो गया कॉम्प्रोमाइज, दोनों साइड ने कोई ना कोई बात अपनी छोड़ दी, कुछ सम पार्ट ऑफ व्हाट दे वांटेड उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। एक हो गया इंटीग्रेशन, किसी ने भी अपना नुकसान नहीं कराया, किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, चर्चा करके बातचीत करके वो ऐसे नतीजे पर पहुंचे जहां पर दोनों साइड की जो रियल नीड्स थी वो पूरी हो रही है। और फॉले मानते थे कि सबसे बेस्ट वे है जो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का, इंटीग्रेशन आता है। फॉले के कंसेप्ट ऑफ पावर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं पावर क्या होता है, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं या किसी में चेंज लेकर आना चाहते हैं वो पावर है। वो पावर ओवर और पावर विद के कंसेप्ट में डिफरेंसेस बताते हैं। वो कहते हैं पावर ओवर का मतलब होता है जब कोई इंसान दूसरे पर अपनी मर्जी थोपे, वो पावर ओवर है। और पावर विद तब होता है जब दो इंडिविजुअल और ग्रुप अपनी अपनी पावर को एक जगह पर पूल करते हैं और सेटलमेंट पर पहुंचते हैं। उस सेटलमेंट में जो दोनों को मंजूर हो, दोनों के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो, वो पावर विद है। और फॉले चाहते हैं पावर विद का आइडिया ही होना चाहिए, पावर ओवर का आइडिया एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। लीडरशिप की बात करें तो फॉले कहते हैं लीडरशिप में सिर्फ लीडर नहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लीडर भी लोगों से इन्फ्लुएंस होता है।
इसलिए यहाँ से आइडिया निकलता है फॉले का, सर्कुलर लीडरशिप का या सर्कुलर रेस्पॉन्स का, जो फेमस आइडिया है, पूछा जाता होता है। ये कहते हैं 3 तरह की लीडरशिप पाई जाती है। एक है लीडरशिप ऑफ पोजीशन, आप किसी पोजीशन पे हो, अथॉरिटी पे हो, आईएएस ऑफिसर हो या प्रधानमंत्री हो, ये है फॉर्मल अथॉरिटी, ये होगी लीडर ऑफ पोजीशन। फिर लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी, आपके अंदर कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ ऐसी है, जैसे करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वाली क्वालिटीज़ ऐसे है, तो ये होगी लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी। एक होगी लीडरशिप ऑफ फंक्शन, जिसमें पोजीशन की वजह से भी आपके पास एक अथॉरिटी है और पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से भी है आपके पास, तो ये दोनों को मिलाकर जो बनती है वो है लीडरशिप ऑफ फंक्शन। अगर आपको बहुत सारे थ्योरीज और थिंकर्स के फैक्ट्स पढ़ के बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को अच्छे से सॉल्व करते हैं उनके हाई चांसेस बन जाते हैं कि वो कट ऑफ को पार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं वही उन्हें अगले दिन एग्जाम में आ रखे होते हैं। तो इनकेस आपने टेस्ट सीरीज हमारी परचेस नहीं की, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो नेट चेयर या पोलिटिकल साइंस का एग्जाम हो या CUET PG पोलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, बाइलिंगुअल में मिल जाती है। और अभी रिसेंटली हमने नेट पेपर 1 के एग्जाम की भी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, मिक्स्ड मॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। जरूर देखिए हमारी वेबसाइट eduseeker.in में जाकर। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल थ्योरी की, जो चेस्टर इरविंग बर्नार्ड से जिसकी शुरुआत होती है। MP फोले के आइडिया को फर्दर डेवलप करते हैं और सोशल सिस्टम स्कूल के स्पिरिचुअल फादर कहलाते हैं। इनको पहले फुल ब्लोन बिहेवियलिस्ट होने का खिताब जो है वो मिल रखा है। ये बिहेवियल मूवमेंट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है उसकी शुरुआत करते हैं, और इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक कोऑपरेटिव सोशल एक्शन है, साथ मिलकर किया गया हुआ एक काम। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो पहली बुक आती है इनकी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, 1938 में पब्लिश होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में पब्लिश होती है। इनकी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम थ्योरी। अब इसमें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है इक्विलिब्रियम बने रहना। किन 2 चीजों में? कंट्रीब्यूशन और सेटिस्फैक्शन में। पार्टिसिपेंट यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं दूसरी ओर ये ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि जो काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराना। जब इन दोनों का तालमेल बैठा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के 3 एलिमेंट बताए हैं। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क, और तीसरा है कॉमन पर्पस होना, किसी ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करना। ये 3 चीजें होनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। एक इनकी और फेमस थ्योरी है जिसका नाम है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई अथॉरिटी को तब तक मानेगा सबॉर्डिनेट जब तक वो अथॉरिटी जोन ऑफ इनडिफरेंस में लाए करती है, तभी तक मानेगा। अगर किसी सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को कहा कि वीकेंड पे भी काम करना है और तुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये जोन ऑफ इनडिफरेंस से बाहर चलेगी, तो वो नहीं काम करेगा। लेकिन अगर उसे कहा कि 1-2 घंटे ज़्यादा लगाकर ये आज की फाइल कुछ कंप्लीट कर जाओ, तो वो हो सकता है ऐसा काम कर ले। तो जोन ऑफ इनडिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहां पर अथॉरिटी एक्सेप्ट की जाती है सबॉर्डिनेट के द्वारा अपने सुपीरियर की। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी नेक्स्ट हम समझते हैं एल्टन मायो की, जहां से शुरुआत होती है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के दूसरे नाम भी है, जैसे कि नियो क्लासिकल थ्योरी, सोशल इकोनॉमिक थ्योरी 1930s में आती है। क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट आती है, एंटी आती है। तो ये कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ने ह्यूमन एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो होना चाहिए वो नहीं देख पाए। उन्होंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, समझाया, बताया, वो एक मैकेनिस्टिक व्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज करते हुए क्लासिकल थ्योरी को प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता होता है, याद रखना। अब एल्टन मायो आते हैं, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी लेकर आते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी कहते हैं। ये कहते हैं कि वर्कर जो काम करते हैं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके बिहेवियर को ये नोट करना शुरू करते हैं। इसलिए ये फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऐसी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं देखने के लिए कि किस तरह से काम हो रहा है। इनकी अप्रोच को क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। इनके बुक्स के नाम जानते हैं। पहला आता है ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1933 में पब्लिश होती है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में पब्लिश होती है। फिर लिखते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में होती है। बुक के नाम याद रखना इजी है,
क्योंकि ह्यूमन प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, बस यही चेंज हो रहा है, बाकी सेम रह रहा है। हाथोन स्टडीज़ करते हैं एल्टन मायो, बहुत फेमस होती है, शिकागो में करते हैं, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाथोन वर्क्स नाम की एक कंपनी में। 1924 से लेकर 32 तक ये स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, 1924 से 27 तक चलता है। ये एक एक एक्सपेरिमेंट याद रखना है आपने, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ये होता है, वर्कर जहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ की लाइट को चेंज किया जाए, यानी इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए उसकी इंटेंसिटी, तो क्या वर्कर की प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज आता है? तो इसकी फाइंडिंग ये निकलती है, चाहे लाइट से कोई चेंज आए ना आए, लेकिन जब वर्कर को ऑब्जर्वेशन में डाला जाता है तो उनके प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल कर आया कि फिजिकल कंडीशंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर मैटर करते हैं। कि जब उन्हें लगता है कि वो वॉच किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है, उनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी में चेंज आते हैं। रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट आता है 1927 में। ये इस पर्पज से किया जाता कि अगर वर्किंग कंडीशंस में किसी तरह से चेंज लेकर आया जाए तो वर्कर की आउटपुट में कोई चेंज आते हैं। तो यहाँ से ये फाइंडिंग निकल के आती है कि नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड्स और सैंक्शंस इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं सिर्फ उनकी वेजेस, बोनस या सैलरी, यही सब चीज़ों के लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो मोटिवेट रहते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम होता है, 1928 से लेकर 31 तक चलता है। यहाँ पर इंटरव्यूज़ की जाती है उनके सेंटिमेंट्स और एटीट्यूड समझने के लिए। और यहाँ पर फाइंडिंग ये पाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग उनकी रहती है, जिसकी वजह से इसका ह्यूमन रिलेशन नाम पड़ा, कि वर्कर जो है आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स नहीं है, वो किसी ना किसी इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के मेंबर जरूर हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन में दोस्ताना तो बन ही जाता है, लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है, लोगों के अपने ग्रुप बन जाते हैं, तो उस हिसाब से उनकी आउटपुट इन्फ्लुएंस होती होगी। तो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ देखने की कोशिश की गई कि इनफॉर्मल सोशल ग्रुप जो बन जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो वर्कर की आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं? तो वहाँ से निकल के आया हाँ, वो उनकी बिहेवियर और आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बन जाते हैं, जो भी दोस्ताना रहता है उसकी वजह से। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने याद रखने हैं। एल्टन मायो कहते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के ना 3 मेन एलिमेंट्स या 3 मेन फीचर समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल्स की परसेप्शंस और इमोशंस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए वर्कर की प्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट कैसी रहेगी, कितनी जल्दी गोल अचीव होंगे, कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, ये इस चीज़ पे भी डिटरमिन करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं। फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में और क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है, ये 2 चीज़ों पर काम किया जाए। लेकिन एल्टन मायो ने नया एंगल लेकर आया कि ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे, बहुत डिपेंड करेगा कि उसकी आउटपुट कितनी होने वाली है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहली बार एल्टन मायो जैसे लोग कंसेप्ट लेकर आते हैं कि सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर नहीं देखना है, कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो इनफॉर्मल होते हैं और वो एक दूसरे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसली जिसके चलते हुए आउटपुट या प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट होती है। तो ये किस तरह से लोग इंटरेक्ट करते हैं, इनके बिहेवियर के नाम भी दिए गए। एक है जो इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, उसको रेट बस्टर कहा जाता है। एक बहुत कम करता है, उसे चीजलर कहा जाता है। एक वो है जो शिकायत करता रहता है सुपरवाइजर को, अपनी कुलीग को, जब कोई ऐसा करता है उसे स्क्वीलर कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो PYQ में आ रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट बस्टर कौन है, चिजलर कौन है, तो आपने याद रखना है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की भी बात करते हैं कि वर्कर की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं और बिहेवियरल थ्योरी समझते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है डेविड ईस्टन का। ये जो बिहेवियरल थ्योरी है आगे चलकर एडवांस होती है तो इसको न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी भी कहते हैं। ये ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी से मोर साइंटिफिक है और इन्होंने डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल पार्ट पे ज़्यादा जोर दिया है, पर्सपेक्टिव पार्ट पे कम दिया है। पर्सपेक्टिव का मतलब है जहाँ पर आप अपनी तरफ से सजेशन और एडवाइसेस देते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, वर्कर को ऐसे काम करना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये चीज़ें हटा दी गई, प्योरली डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल बना दिया। डेविड ईस्टन 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स देते हैं बिहेवियरल थ्योरी के, कि बिहेवियरल थ्योरी
या कोई भी थ्योरियल बिहेवियरल थ्योरी कहलाएगी अगर वो 8 स्टेप्स को फॉलो करेगी, जिसमें पहले आता है रेगुलरिटीज़, दूसरा है वेरिफिकेशन करना, तीसरा है टेक्निक्स उसमें होनी चाहिए, चौथा है क्वांटिफाइड होनी चाहिए चीज़ें, पांचवा है वैल्यूज़, फिर सिस्टमेटाइजेशन, फिर प्योर साइंस तक वो चीज़ पहुंचती है, देन इंटीग्रेशन होती है वो किसी थ्योरी के साथ। अब इन सभी को याद रखना है ऑर्डर में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इनको याद रखने के लिए आप ये निमोनिक्स याद कर लो, जिसको कहते हैं RVT क्वस्पी। यहाँ से आपको शायद याद रह जाए कौन सी कहाँ पर आती है। बिहेवियरल थ्योरी में नेक्स्ट नाम आता है क्रिस आर्गिस का। इनकी बुक का नाम है पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, 1957 में पब्लिश होती है। ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप पे बात करते हैं। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं जो फेमस होती है, वो है इमैच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी। इसमें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे बिहेव करते हैं या इस तरह से काम करते हैं कि उनमें एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो इमैच्योर स्टेट से मैच्योर की तरफ जाते हैं। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, एंटर करते हैं, तो उनकी जो स्टेज होती है वो इमैच्योरिटी वाली होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, तो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट जिसके लिए ये फेमस है वो है थ्योरी फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी। क्रिस आर्गिस और E.W. बेक ने दोनों ने मिलकर डेवलप की थी। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों ही सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। कहते हैं इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन को यूज करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं पर्सनलाइजिंग प्रोसेस। लेकिन दूसरी ओर जब ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को यूज करती है अपने गोल अचीव करने के लिए, तो उसे सोशलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होने लगे तो उसे फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहेवियरल थ्योरी में मैकग्रेगर को। इन्होंने बहुत पॉपुलर थ्योरी दी जिसका नाम है थ्योरी X एंड थ्योरी Y। इनकी बुक का नाम है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, जो 1960 में आती है। ये कहते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजरियल एक्ट रहते हैं वो किसी ना किसी थ्योरी पर निर्भर करते हैं कि कौन से बिलीफ को लेकर काम किया जा रहा है। तो कहते हैं हम दो बिलीफ को दो थ्योरीज में डिवाइड कर सकते हैं, थ्योरी X और थ्योरी Y। एक है कि लोग काम करना पसंद नहीं करते, ये थ्योरी X में। थ्योरी Y कहती है नहीं, लोग काम करना पसंद करते हैं। थ्योरी X कहेगी लोगों को काम करने के लिए फोर्स करना पड़ता है। थ्योरी Y कहती है लोग अपने आप मोटिवेट होकर काम कर सकते हैं और करते हैं। थ्योरी X कहती है लोगों को बताना पड़ता है क्या क्या करना है। थ्योरी Y कहती है लोग अपने आप भी इनिशिएटिव लेते हैं अपॉर्चुनिटी देखकर। थ्योरी X कहती है लोग सेल्फिश होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। थ्योरी Y कहते हैं लोग कमिट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए हैं, अगर उनको ये दिख जाए कि इनमें उनका बेनिफिट भी कैसे हो रहा है। थ्योरी X जो बात करती है क्लासिकल थ्योरी, हम जो पीछे पढ़ के आए हैं सारे उनके ही बिलीफ को प्रोपोगेट करती है। और थ्योरी Y रिप्रेजेंट करती है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट समझते हैं बिहेवियरल थ्योरी। रैंसिस लिकेट ने क्या आइडिया दिया है। ये मोस्टली जो इन्होंने काम किया है वो है मैनेजरियल एफिशिएंसी पर काम किया है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए कैसे चीज़ें मैनेज की जाए एफिशिएंटली, उसे कहते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी। इनकी बुक्स के नाम है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1961 में आती है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 1967 में, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट 1976 में आती है। ये 4 मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे। एक है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव जो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने वर्कर्स को, और दूसरी है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव जो उनके फ़ायदे का सोचती है। तीसरी है कंसल्टेटिव जो उसके साथ वर्कर के साथ कंसल्ट करती है, और फोर्थ है पार्टिसिपेटिव ग्रुप जो वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कराती है, और ये पर्सनली पार्टिसिपेटिव ग्रुप के मैनेजमेंट सिस्टम को प्रेफर करते थे। अब हम समझते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी, और सबसे पहले उसमें नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव है, उनमें से कुछ एक चुनने को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। हर्बर्ट साइमन डिसीजन थ्योरिस्ट में से सबसे पहले इनका नाम आता है। इनके लिए डिसीजन मेकिंग ये है बहुत सारे अल्टरनेटिव होना और उसमें एक ऑप्टिमम रैशनल चॉइस करना ही एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। उसका नाम है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल। अब ये क्या है, इसमें ये कहते हैं जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है,
वो रैशनली बाउंडेड है, यानी एक लिमिटेड रैशनैलिटी के दायरे में ही वो डिसीजन ले पाते हैं। वो कहते हैं कोई भी डिसीजन जो है वो बेस्ट नहीं होता अपने आप में। आप अपने डिसीजन को मैक्सिमाइज नहीं करते, आप सिर्फ सेटिस्फाइजिंग डिसीजन ले सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बन के मिला है, सेटिस्फैक्शन और सफाइजिंग। आप डिसीजन वो लेते हो जो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है और सफाइज आपको लग रहा है उस टाइम पर कि ये डिसीजन ठीक है। इसीलिए चलते हुए उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि आप लिमिटेड रैशनैलिटी के दायरे में काम करते हो, और इसलिए वो कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल लेकर आते हैं। डिसीजन मेकिंग की स्टेजेस क्या रहती है? सबसे पहले होती है इंटेलिजेंस एक्टिविटी। ये आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी कंडीशंस है जहाँ पर डिसीजन रिक्वायर भी है। फिर आती है डिज़ाइन एक्टिविटी। आप वहाँ पर सोचते हो क्या अल्टरनेटिव और भी वे हैं इस चीज़ को करने के, तो वो हो गया डिज़ाइन एक्टिविटी। तीसरा है चॉइस एक्टिविटी। जब आप उन्हीं अल्टरनेटिव में से कोई एक स्पेसिफिक चॉइस लेते हो कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए, तो वो कहलाता है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी में दूसरा नाम आता है चार्ल्स ई लिंडब्लॉम का। इन्होंने दिया है इंक्रीमेंटल मॉडल अपने एक आर्टिकल द साइंस ऑफ मॉडलिंग 2 जो 1959 में पब्लिश होता है। इनका मॉडल जो है वो हर्बर्ट साइमन के रैशनल मॉडल से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन कैसे लेते हैं उसको सही तरीके से अभी तक डिस्क्राइब ही नहीं किया गया। कहते हैं हम डिसीजन लेते हैं इंक्रीमेंटलिज्म की बेसिस पे। अब ये क्या है? कहते हैं हमने जो पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्शन या कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है उसमें कुछ हल्की सी मॉडिफिकेशन करते हुए हम उसी को कंटिन्यू करते जाते हैं, और उसी को वो इंक्रीमेंटलिज्म का मॉडल कहते हैं। इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल के बहुत सारे और नाम हैं, जैसे कि ब्रांचिंग टेक्निक, मॉडल ऑफ सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजन, स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग ये कहते हैं। तो इन शॉर्ट लिंडब्लॉम ये कहते हैं कि पास्ट एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस ही एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए। यही इंक्रीमेंटल मॉडल है। ये किल्ड्रोर के डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात करते हैं और ये ऑप्टिमल मॉडल देते हैं। पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन 1968 में बुक आती है जिसमें ये ऑप्टिमल मॉडल सजेस्ट करते हैं पॉलिसी मेकिंग यानी डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग को बेसिकली डिसीजन मेकिंग ही ये कहते हैं। ये कहते हैं इनका जो ऑप्टिमल मॉडल सजेस्ट किया गया है ये अब तक के डिसीजन मेकिंग के जितने मॉडल हैं उससे सुपीरियर है। ये कहते हैं इस मॉडल में इकोनॉमिकली रैशनल और एक्स्ट्रा रैशनल मॉडल का दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और ऑप्टिमल मॉडल में 3 प्रिंसिपल फेसेस लेते हैं डिसीजन लेने के। एक है मेटा पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पर आप पॉलिसी बनाने की चर्चा कर रहे हो, बनाने का सोच रहे हो। दूसरा है जिसमें पॉलिसी आप बनाते हो, और तीसरा है पॉलिसी बनाने के बाद पोस्ट पॉलिसी मेकिंग फेज, जहाँ एग्जीक्यूशन हो गया और सारी चीज़ें होगी कि ठीक तरह से जो डिसीज़न लिया गया या पॉलिसी बनाई गई वो काम कर रही है या नहीं। बस आपने इतना याद रखना है कि ड्रोर ने ऑप्टिमल मॉडल दिया है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम करते हैं बात मोटिवेशन थ्योरीज की, और इसमें सबसे पहला नाम आता है अब्राहम मास्लो का। अब्राहम मास्लो का एक क्लासिक पेपर है जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो 1943 में आती है, और यहाँ पे वो नीड हायरार्की की बात करते हैं जो बहुत ही फेमस हो जाती है। उनकी एक और पॉपुलर बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो 1954 में आती है। यहाँ पर भी ह्यूमन नीड्स जो होती है इंसान की वो उसके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसकी बात करते हैं। बात करते हैं उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स की जो सबसे ज़्यादा उन्हें पॉपुलर बनाती है। कहते हैं ये 5 तरह की नीड्स होती है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना पीना सोना सेक्स, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती है। सिक्योरिटी नीड्स आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी से बचना, चोरी डकैती से बचना, और कई तरह के डेंजर्स हो सकते हैं जिसमें आपको सेफ्टी चाहिए, वो नीड्स आ गई। सिक्योरिटी नीड्स मतलब सेफ्टी नीड्स। सोशल नीड्स आ जाती है, आपको फैमिली चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो, ये सब कुछ सोशल नीड्स में आ जाता है। एस्टीम नीड्स या ईगो नीड्स भी होती है इंसान की, सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर इंडिपेंडेंस होने की भावना उसमें होना, उसका स्टेटस को लेकर उसकी सोसाइटी में कितनी इंपॉर्टेंस है, उसको कितना अप्रिशिएट किया जाता है, कितनी रिकॉग्निशन मिलती है, यह सब कुछ ईगो नीड्स में आ जाती है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, जिसमें आप फाइनली अपने आप की पोटेंशियल को रियलाइज करते हो और उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते हो।
यहाँ पर आकर आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर, अपनी ड्रीम्स, पूरी जानकारी आपको जब हो जाती है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो वर्ड है वो कर्ट गोल्डस्टेन ने कॉइन किया था, ये भी आपने याद रखना है। मोटिवेशन थ्योरी की दुनिया में दूसरा नाम आता है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की दी है। ये 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? मोटिवेशन और हाइजीन, जिनको हम और डिस्कस करेंगे। इनकी बुक्स के नाम पहले जान लो। पहला नाम है मोटिवेशन टू वर्क, 1959 में पब्लिश होती है। फिर वर्क एंड नेचर ऑफ मैन 1966 में पब्लिश होती है। मैनेजरियल चॉइस टू बी एफिशिएंट एंड टू बी ह्यूमन, ये 1976 में पब्लिश होती है। ये कहते हैं वो कौन से 2 फैक्टर हैं जिनको 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं ना मोटिवेशन की, उसको समझते हैं। हर्ट्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट की, जो पिट्सबर्ग इंडस्ट्री का पार्ट थे, उनकी इंटरव्यू की, ये जानने के लिए कि कौन से फैक्टर है जो उनकी मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनसे ये पूछा गया कि आपने ये बताना है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सेटिस्फेक्शन उसी जॉब में कम करती है। तो यहाँ से मोटिवेटर और हाइजीन वर्ड वो निकल लगाते हैं। ये मोटिवेटर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इंसान की अपनी जॉब के साथ कैसी रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है वो सारी चीज़ें जो डिससेटिस्फेक्शन का कारण नहीं भी बनती अगर वो एब्सेंट है, लेकिन उनकी प्रेजेंस होने की वजह से उनको सेटिस्फेक्शन आती है। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर कहलाए जाते हैं जिनकी एब्सेंस की वजह से डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो सेटिस्फेक्शन नहीं भी होती। हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से? कंपनी की पॉलिसी क्या है, सैलरी क्या है, आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं, वर्किंग रिलेशंस हो गए, आपके अपने रिलेशनशिप विद द कोलीग्स हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारे हाइजीन फैक्टर है। जॉब की सिक्योरिटी हो गया। मोटिवेटर्स में आती है अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, वर्क कैसा है, काम कैसा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, एडवांसमेंट कितनी है, ग्रोथ कितनी है, ये सभी मोटिवेटर्स में आ जाती है। हाइजीन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ मोटिवेटर फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए 2 फैक्टर थ्योरी से नाम से फेमस है। अगर चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से अच्छे से काम ले सके, वो मोटिवेट रहें। चलिए अब समझते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में जो फ्रेडरिक्स ने दी है। फ्रेडरिक्स की पहले तो बुक का नाम याद कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, 1964 में आती है। फेमस बुक है इनकी। यहाँ पर ये बात करते हैं 3 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की। एक है इकोलॉजिकल अप्रोच, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, एक है आइडियल मॉडल्स। हम जो कवर करेंगे वो है आइडियल मॉडल्स, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में तो क्वेश्चन आते हैं। पहला मॉडल की बात करते हैं उनका। पहला मॉडल है अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल। इसमें किस चीज़ की बात करते हैं? कहते 2 तरह की सोसाइटीज़ देखी जा सकती है मोटा मोटी। एक वो सोसाइटी है जहाँ पर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, उसको एग्रेरिया कहते हैं, एग्जाम्पल जिसकी वो चाइना लेते हैं। और एक वो सोसाइटी जिसमें इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जिसको वो इंडस्ट्रिया नाम देते हैं, और इसमें एग्जाम्पल लेते हैं वो यूएसए की। अब कहते हैं एग्रेरिया में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, स्टैटिक वैल्यूज़ होती है, सारी चीज़ें सोशल स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्रिया में अचीवमेंट ओरिएंटेड वैल्यूज़ होती है, जो आपने कमाया है, जो मेहनत से मेरिट बेस्ड चीज़ें होती हैं। डायनामिक मोबिलिटी होती है, लोअर क्लास अपर क्लास में भी जा सकती है मेहनत करके, ये बात की गई है। एगैलिटेरियन सिस्टम की बात की गई है इंडस्ट्रिया में। एग्रेरिया में ऐसे नहीं, आप जिस घर में पैदा होगे, जो जात में पैदा होगे, जो धर्म में, वही पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, उस तरह का ही फिर आप काम करोगे जो आपके एंसेस्टर करते आए हो। फ्रेडरिक्स की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि जितनी भी सोसाइटीज़ है वो एग्रेरिया स्टेट से इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ मूव करेगी या इवॉल्व होगी। 1957 में भी वो अपनी एक राइटिंग लेकर आते हैं और एक नए स्टेट की बात करते हैं जिसको वो ट्रांजिशिया स्टेट कहते हैं, यानी ट्रांजिशन सोसाइटी का फेस, जहां पर सोसाइटी में एग्रेरिया के भी कुछ फीचर होंगे और इंडस्ट्रिया के भी कुछ फीचर हो जाएंगे। नेक्स्ट उनके एक और मॉडल की बात करते हैं जिसका नाम है फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, जो 1959 में वो लेकर आते हैं। वो कहते हैं 3 तरह की हम सोसाइटीज़ देख सकते हैं। एक हो सकती है फ्यूज्ड, जिसे वो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कहते हैं। एक प्रिज्मेटिक होगी, डेवलपिंग कंट्रीज आ गई। और डिफ्रैक्टेड में
डेवलप्ड कंट्रीज आगे। फ्यूज में क्या होता है, ज़्यादा एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस इकोनॉमी होती है। यहाँ पर सोसाइटीज़ जो है कौन सी वैल्यूज़ पे निर्भर करती है, जैसे एस्क्रिप्शन हो गया, बाय बर्थ ही आपकी कास्ट क्लास सारी चीज़ें डिसाइडेड हो जाती है। पार्टिकुलिज्म भी पाया जाता है फ्यूज सोसाइटीज़ में, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लॉ, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो गए, कुछ खास समुदाय को छूट मिल रखी होगी, ऐसी चीज़ें भी पाई जाती है। फंक्शनल डिफ्यूजन होते हैं, एक ही इंसान बहुत तरह के काम में इन्वॉल्व होता है, वो टीचर भी है, वो पंडित भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होगी। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको आप डेवलपिंग कंट्रीज भी कह सकते हैं, जिसमें फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ के दोनों के कुछ ना कुछ फीचर्स मिल ही जाएंगे। डिफ्रैक्शन सोसाइटी आ गई, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आ गई, आप इसमें यूएसए यूके जैसी कंट्रीज़ ले सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि वो अटेनमेंट के बेस पर सोसाइटीज़ चलती है। आपने क्या क्या अटेन किया है मेरिट के बेस पे, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही है, उसके बेसिस पे आपका नाम बनता है, स्टेटस बनता है, रिकॉग्निशन बनती है। बाय बर्थ आप किस घर पैदा हुए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर नहीं करती, और यूनिवर्सलिज्म के लॉ वहाँ पर चलते हैं, यानी लॉ जो है सब जगह पर इक्वली एप्लीकेबल होगा, किसी भी समुदाय को छूट नहीं होगी। इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जो फ्यूज सोसाइटी होगी वो कभी ना कभी जाकर प्रिज्मेटिक बनेगी, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी कभी ना कभी जाकर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी बनेगी। ये ऐसे इनकी एवोल्यूशन होती है, और जो इनके की एट्रीब्यूट्स है, यानी जो इनके फीचर्स है, वो सभी मैंने डिस्कस करके आपको बता ही दिए हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रिज्मेटिक सालाई मॉडल। ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट मॉडल रहा है। प्रिज्मेटिक में आ जाती है ट्रांजिशनल स्टेट, जैसे हम पीछे पढ़ आए हैं, जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ में होती है। लेकिन साला क्या चीज़ है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सब सिस्टम। एक सोसाइटी होगी, वो हो एक प्रिज्मेटिक, और उसके अंदर कोई सिस्टम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कहते हैं, वो साला कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं 3 फीचर हमें देखने को मिलते हैं प्रिज्मेटिक साला मॉडल में। हेट्रोजेनिटी मिलने को मिलती है, फॉर्मलिज्म देखने को मिलता है, ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखती है, बहुत तरह के सिस्टम काम करते हुए दिखाई नजर आते हैं। फॉर्मलिज्म का मतलब है कि लॉ जो है सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही चल रहे हैं, एक्चुअली एग्जीक्यूशन उनकी ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखाई देती। ओवरलैपिंग का मतलब है सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो एक ही तरह के व्यक्ति कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, यानी क्लियरली जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो नहीं दिखाई देता है ऐसे मॉडल्स में, ऐसी कंट्रीज़ में। बाजार कैंटीन मॉडल यहाँ से फेमस निकल कर आता है इसी मॉडल में, जहाँ पर क्या होता है कि जो मॉडर्न मार्केट का सिस्टम वो भी चल रहा है, और ट्रेडिशनल मार्केट का सिस्टम जिसे हम बाजार कहते थे वो भी चल रहा है। दोनों के फीचर इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं, जिसमें फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड दोनों के फीचर दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की। इसमें सबसे पहले नाम आता है मोस्टेन मैक्स का, जिसे FM मैक्स भी कहते हैं। ये 4 तरह की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। पहले बात करते हैं या गार्डियन ब्यूरोक्रेसी की, प्लेटो से इंस्पायर होकर ये बात करते हैं कि ये वो ऑफिशियल होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के बेसिस पे, मॉरल कंडक्ट के बेसिस पे चूज़ किए जाते हैं। चाइना में, रशिया में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। कास्ट ब्यूरोक्रेसी में आ जाती है कि आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है, आपकी एजुकेशन क्या रही है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो होती है आपके सोशल क्लासेस के बेसिस पे, आपकी कास्ट के बेसिस पे। एशियन इंडिया में जैसे ये चीज़ दिखाई देती थी। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी वो ब्यूरोक्रेसी होती है जहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शंस चाहिए होते हैं। इसमें स्पॉइल सिस्टम काम करता हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग पावर में आ जाते हैं वो अपने ही सपोर्टर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस जो गवर्नमेंट के होते हैं, पोजीशंस, वो दे देते हैं बिना किसी मेरिट को देखे हुए। तो ये यूएस में भी एक टाइम पर काम करता था, और ब्रिटेन में भी प्री 19th सेंचुरी में काम करता था। मेरिट ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, आपके टैलेंट के बेसिस पे आपको इसका पार्ट बनाया जाएगा ब्यूरोक्रेसी का। ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की, मेरिट ब्यूरोक्रेसी में एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है, कंपटीशन पे जोर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने 4 याद रखनी है। PYQ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले जिसने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेट की वो मैक्स वेबर को नाम दिया जाता है। मैक्स वेबर अपनी ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को ना कहते हैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अगर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का आइडिया किसने दिया, लिख देना कि मैक्स वेबर ने दिया। इसलिए ये एक यूटोपियन आइडिया है। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह होनी चाहिए। इनके मेजर बुक्स के नाम क्या क्या है। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 में आती है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1968 में आती है। ये 6 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। सबसे पहले आते हैं फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। कहने का मतलब है बॉस कौन है, सबऑर्डिनेट्स कौन है, सुपीरियर कौन, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। मैनेजर, डायरेक्टर, एवरीथिंग। मैनेजमेंट बाय रूल्स होनी चाहिए। रूल्स पहले ही डिफाइन होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। अपने आप कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं हो सकता। डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए उनका काम क्या क्या है। एडवांसमेंट पे फोकस किया जाएगा।
और उसी एडवांसमेंट में कि कितना काम बढ़ रहा है, कितनी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, उसकी अचीवमेंट का मूल्यांकन होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली चलाना है, इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब आप अपनी क्वालिटीज़ या अपने जो भी मतभेद है उसमें नहीं लेकर आओगे, आप इम्पर्सनल ही रहोगे जब भी आप काम कर रहे हो। अथॉरिटी की बात करते हैं, बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है। 3 तरह की अथॉरिटी की बात करते हैं, मैक्स वेबर आपको पता होगा अब तक। पहले आती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो बाय बर्थ मिल सकती है आपको, हेरिडिटरी मिल सकती है आपको, जैसे किसी के फादर जो किंग थे तो उनको मिल जाएगी अथॉरिटी, तो इस तरह से ये पास ऑन होती रहती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी से बनती है, आपके अपने टैलेंट से बनती है कि आपका कितना हो रहा है किसी चीज़ को, कुछ लोगों को या अपने दायरे में सराउंडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो है करिस्मेटिक अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो आपको पोजिशनल बेस्ड अथॉरिटी जिसे आप कह सकते हो कि आप किसी पोजीशन पे हो, जैसे कि आप हो के पीएम हो, आप सीएम हो, आप मिनिस्टर हो, ये सभी लीगल रैशनल अथॉरिटी में आती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। पीटर ड्रकर का जो आइडिया है, MBO जिसे कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है जिसका नाम है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, MBR। देखो, ये एक मैनेजमेंट की थ्योरी है, पीटर ड्रकर डेवलप करते हैं अपनी फेमस बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में आती है। इसमें बेसिकली एम्प्लॉयज के जो भी रोल्स है, ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको चाक आउट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ गोल है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे काम करना है कि हम उस चीज़ों को अचीव कर पाएँ। पीटर ड्रकर एक और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, नॉलेज वर्कर्स। इन्होंने एक टर्म कॉइन की है अपनी बुक द लैंडमार्क ऑफ टुमारो, 1959 में पब्लिश होती है। ये भी याद रखना, PYQ है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक इनका आइडिया बहुत फेमस है कि नॉन परफॉर्मेंस के 6 पाप, 6 सिंस माने जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है तो उसके 6 वजह रही होंगी, 6 रीज़न, उसी को 6 पाप कह रहे हैं, 6 सिंस। कौन सी है? पहली है डॉगमेटिज्म, कि आप नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी और इनोवेशन को ओपनली रिसीव ही नहीं कर रहे हो, आप अपने पुराने बिलीव्स, पुराने आइडियाज़ में स्ट्रिक्टली बंधे हुए हो। डॉगमेटिज्म नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रो करना चाहती है। हैविंग लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने गोल और ऑब्जेक्टिव इतने बड़े सेट कर लिए कि वो अनरियलिस्टिक है, अनअटेन्ड है, इतनी जल्दी अचीव ही नहीं किए जा सकते। तीसरा है एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करना। चौथा है फैट इज़ ब्यूटीफुल, कि आप समझते हो कि आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा स्टाफ होगा उतना ही अच्छा है, जबकि ये नहीं है। जितना ज़्यादा स्टाफ आपका बढ़ता जाएगा उतना ही मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता हो। आप चाहे स्मॉल टीम रखिए लेकिन इफ़ेक्टिवली काम लीजिए उनसे। अपने एक्सपीरियंस से ना सीखना, फेलियर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और सिक्स्थ है बिलीफ इन इमॉर्टैलिटी, कि आप ये मान के चलते हो कि जो आपने स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिए, जो आपने सिस्टम बिल्ड कर दिए, यही अब उम्र भर चलते रहेंगे तो गलत है। समय के साथ, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के चेंजेस लेकर आने होंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमॉर्टल नहीं है। यूनिट 10 के इस सेक्शन में जहाँ पर हमने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल जैसे टॉपिक को कवर करना है। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नेंस की, कि गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि गवर्नेंस गवर्नमेंट से कैसे अलग होती है। गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं सोसाइटी में। यही मोटा मोटी गवर्नेंस का मतलब होता है। बट इसमें और थोड़े से एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे आप चीज़ों को धीरे धीरे समझते जाएंगे। गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो 14th सेंचुरी में यूज़ किया गया है। सबसे पहले वहाँ पर ही इसको देखने को मिलता है कि वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और फ्रांस में इसको सबसे पहले यूज़ किया जाता है। एक ग्रीक वर्ड आता है कैबरनन, और वहाँ से ही गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है। कैबरनन का मतलब होता है किसी चीज़ का संचालन करना, किसी चीज़ को चलाना, किसी चीज़ को दिशा देना। टू स्टीयर और टू पायलट, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो, जिसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि एक गाड़ी के स्टीयरिंग को आप जब चला रहे हो, उसको दिशा दे रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो, कहीं पर लेकर जा रहे हो, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि आप गाड़ी को क्या कर रहे हो, आप गाड़ी को गवर्न कर रहे हो। तो यही गवर्नेंस का मतलब होता है कि चीज़ों को उसके अंजाम तक पहुँचाना जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। तो इन सिंपल टर्म्स में क्या हो गया, गवर्नेंस का मतलब हो गया ये डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस ही है। डिसीजन लिए जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं।
इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टर्स दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर्मल में सरकारी कामकाज से लेकर सरकार के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें वो फॉर्मल हो जाएगी। इनफॉर्मल हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ सकते हैं, एनजीओज़ भी आ सकते हैं, वो भी इसमें जो है काम कर सकते हैं गवर्नेंस को लेकर। तो गवर्नेंस में रूल्स हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, प्रोसेस हो गए, जो भी सारी चीज़ें पब्लिक अफेयर को मैनेज करने के लिए जुड़ी हुई है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए, बेनिफिट के लिए जुड़ी हुई है, वो सब कुछ गवर्नेंस का हिस्सा बन जाता है। गवर्नेंस ये जो वर्ड है सबसे पहले यूज़ किया था हार्लैंड क्लीवलैंड ने 1972 में। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग यूज़ करना चाहते थे कोई वर्ड, और उन्होंने गवर्नेंस वर्ड यूज़ किया। उनके अकॉर्डिंगली लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट कम होनी चाहिए लेकिन गवर्नेंस ज़्यादा होना चाहिए। लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस की बात करते हैं, जिसका मतलब ये हो गया है कि सोसाइटी की ओवरऑल बेनिफिट और उनका जो वेलफेयर होना चाहिए उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ सरकार बनाने से लेकर या सरकार के कामकाज से लेकर या पार्टी पॉलिटिक्स होगी, ये सारी चीज़ें करनी, कौन सी पार्टी नई सरकार बनी, इलेक्शन वोटिंग ब्यूरोक्रेसी ढांचा, ये सब कुछ गवर्नमेंट में आ जाता है। और कहते हैं गवर्नमेंट कम, गवर्नेंस ज़्यादा चाहिए, जिसमें लोगों को बेनिफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो यही चीज़ लोग चाहते हैं, और यही चीज़ को अगर कोई कर लेता है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस चल रही है। गवर्नेंस की अगर टाइप्स की हम बात करें तो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस भी एक टाइप आती है, जिसका मतलब ये होता है कि पावर जो है कुछ ही चंद लोगों के हाथ में कंसंट्रेट है और वहाँ पर लोगों की मिनिमल पार्टिसिपेशन होती है, ज़्यादा नहीं होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है कि गवर्नेंस के जो रूल्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो बिजनेस सेक्टर में लगाए जाते हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाती है। ग्लोबल गवर्नेंस में आ जाता है गवर्नेंस जो बियॉन्ड नेशन स्टेट से चलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली जितनी गवर्नेंस आती है, चाहे यूनाइटेड नेशन आ जाए और उसमें वर्ल्ड बैंक IMF आ जाए, तो वो ग्लोबल गवर्नेंस का ही पार्ट है, जिनके द्वारा बनाए गए रूल्स नॉर्म्स और जो लॉ है वो ग्लोबली उसमें जो मेंबर नेशंस होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। लोकल गवर्नेंस की बात की जाए तो यहाँ पर लोकल म्यूनिसिपल लेवल पर गवर्नेंस की जाती है, ये सिटीज़न के ज़्यादा नज़दीक होती है, तो ये ग्रास रूट लेवल वाली गवर्नेंस है, इसको लोकल गवर्नेंस कहते हैं। इसमें पंचायती राज भी आ जाता है और आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आ जाती है। की डेफिनेशंस की बात करें गवर्नेंस की, तो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में गवर्नेंस को परिभाषित करने की, डिफ़ाइन करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नेंस एक वो वे है जहाँ पर पावर को एक्सरसाइज किया जाता है कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, सो डैट वहाँ पर विकास हो सके, वहाँ पर डेवलपमेंट आ सके। तो ये वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है गवर्नेंस को लेकर। और अदर इंस्टीट्यूशन ने भी डेफिनेशन दी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक वाली डेफिनेशन को ही फर्दर कैरी ऑन कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। UNDP ने 1997 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म में, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं गवर्नेंस क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कंट्री के अफेयर को मैनेज करने के लिए सब लेवल पर जो मैनेज कर रही है, वो गवर्नेंस होगी है। तो एक तरह से वही चीज़ होगी, वर्ल्ड बैंक भी वही कह रहा था ना कि कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज किया जाए सो डैट डेवलपमेंट आ सके, तो ये भी वही कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD में भी वही डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी और सोसाइटी में इस तरह से कंट्रोल बरतना कि उससे चलते हुए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, तो ये भी सेम डेफिनेशन है। वो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन अपने आप में स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसी को सभी कंटिन्यूड करते हैं। और OECD ने कुछ की कंपोनेंट्स भी बता रखे हैं गवर्नेंस के क्या होने चाहिए। एक गवर्नमेंट लेजिटिमेट होनी चाहिए, सो डैट सिटीज़न जो है किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस या कुछ ऐसी स्कीम पॉलिसीज़ आ रही है या कोई लॉ आ रहे हैं उसमें विलिंगली पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि उनको लगे कि इसमें हमारा ही बेनिफिट होने वाला है, तो वही गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी होती है। तो इसलिए पहला उन्होंने कंपोनेंट लेजिटिमेसी का रखा। दूसरा है पॉलिटिकल ऑफिशियल्स जो होने चाहिए वो अकाउंटेबल होने चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें ये रखी है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, उसमें उनकी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, इफ़ेक्टिवली वो चीज़ कर पाए। फिर इसमें ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट की बात करने की बात की गई है। तो ये की कंपोनेंट्स दे रखे हैं। यूनेस्को ने 1997 पे उन्होंने भी डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ सिटीज़न की जो नीड्स और उनके इंटरेस्ट होते हैं उनको समझा जाता है, फिर उनको समझते हुए उससे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है कि जो उनकी नीड्स है, जो उनके इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, फिर वैसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है की जा रही है। ओवरऑल वो कहते हैं गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि ये चीज़ें ऐसे की जाए जिसमें सामान्य भलाई हो,
कॉमन गुड को जो है फ़ायदा होने वाला है, सब लोगों को फ़ायदा हो, इसमें किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई मार्जिनलाइज ना रह जाए, कोई पीछे ना रह जाए। तो यूनेस्को ने गवर्नेंस को इस तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस को लेकर क्या डिफरेंस होता है वो भी समझना ज़रूरी है, और रुजनो ने उसको समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं देखिए दोनों का पर्पस ना सेम जैसा ही होता है, वो दोनों ही गोल ओरिएंटेड है, अचीव करना चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ के दायरे में ही काम करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में ये दो चीज़ें तो रहती है, एक तो गोल को अचीव करना है और रूल के सिस्टम ऑफ जो रूल बना रखा है रूल ऑफ लॉ का, उसके दायरे में काम करना है। लेकिन एक डिफरेंस है जो पाया जाता है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है ना उसको फॉर्मल अथॉरिटी पे रिलाई करना पड़ता है अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने हुए, अपने डिसीजन मेकिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो फॉर्मल अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, इवन पुलिस पावर भी उसमें यूज़ करनी पड़ सकती है पॉलिसीज़ अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है फॉर्मल अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, लेकिन गवर्नेंस को अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों के बेनिफिट देखने के लिए फॉर्मल अथॉरिटी की ज़रूरी नहीं रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हो सकता है उसको कोई लीगल अथॉरिटी या पुलिस पावर की भी रिक्वायरमेंट ना पड़े, लेकिन वो शेयर्ड गोल्स जो हैं अचीव कर सकता है अपने हिसाब से। जैसे NGOs होंगे, उनको लोगों की भलाई करनी है, उनकी अपलिफ्टमेंट करनी है, वो करते रहते हैं काम। वहाँ पर वही पुलिस को लेकर नहीं जाते हैं साथ में कि आइए कुछ कीजिए, डंडा मारिए, ये कीजिए, कुछ चलाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए हमारा रूल, लोग मान नहीं रहे। नहीं, लोग तो खुद ही उनके साथ जुड़ते जाते हैं। तो ये गवर्नेंस का पार्ट हो जाता है, जो फॉर्मल अथॉरिटी हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर। तो गवर्नेंस मानी जाती है गवर्नमेंट से भी ज़्यादा ब्रॉडर होती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म भी आ जाते हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को, उसके सिस्टम को तो NGOs वगैरह या अदर इंस्टीट्यूशन जो है, जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, वो काम तो करते ही हैं, बट फिर भी उन्हें रूल ऑफ लॉ के दायरे में, गवर्नमेंट के बनाए हुए फ्रेमवर्क के दायरे में काम करना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गवर्नेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, ईजी है टॉपिक, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस अपने आप में एक नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, एक गवर्नेंस की आइडियल फॉर्म है, जो अपने आप में आदर्श रूप में परफेक्ट मानी जा रही है, और कहा जा रहा है बाकी गवर्नमेंट को कि आप ऐसे बनने की ना कोशिश कीजिए, आप में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वो मैटर नहीं करता, बट यहाँ तक आपने पहुँचना है। कहाँ तक पहुँचना है जी? अकाउंटेबल होना है, ट्रांसपेरेंट होना है, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट लेकर आओ और भी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सके आपके डिसीजन मेकिंग में। रेस्पॉन्सिव होना है, उनकी नीड्स को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर समझदारी बरतो, और रूल बेस्ड होनी चाहिए, मनमर्जियाँ नहीं करनी है। पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाओ, लॉ बनाओ, उसके दायरे में काम करो। तो ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट ज़्यादा फेमस होता है 1990s में चलते हुए, और गुड गवर्नेंस डे जो है वो भी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए करते हैं? सो डैट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, सिटीज़न उसके बारे में अवेयर रहें। 2014 में इसको शुरू किया गया था सेलिब्रेट करना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस डे को, तो उसी को लेकर ये गुड गवर्नेंस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। गुड गवर्नेंस की अगर बात करें तो उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य क्या क्या करना चाहता है, लोगों की जो लाइफ है सिटीज़न की, उसको इम्प्रूव करना चाहता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरकार की, उसमें इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेकर आना चाहता है कि चीज़ें बहुत ही उम्दा तरीके से होने लगे, टाइम वेस्ट वाली ना हो। लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहता है इंस्टीट्यूशन की जो चल रही है, मतलब लोगों का ट्रस्ट उसमें रहे कि यस हमारे लिए बने हैं तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, ना कि किसी नेता लोगों के लिए। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहता है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है, तो आप इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, तभी तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनेगी। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन, आपको बोलने की, लिखने की आज़ादी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में चीज़ें आ जाती हैं। सिटीज़न फ्रेंडली बनाना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन को, सिटीज़न केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहता है, गुड गवर्नेंस में वो चीज़ें आ जाती हैं। अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार की इंश्योर करना चाहता है। वर्ल्ड बैंक ने ही गवर्नेंस वाले इस वर्ड को फेमस किया है। 1990s में मैंने कहा ना कि ये फेमस हो जाता है, तो उसको वर्ल्ड बैंक ही कर रहा था। वर्ल्ड बैंक 2 रिपोर्ट्स ना पब्लिश करता है। उसकी पहली रिपोर्ट जो होती है वो है 1989 की रिपोर्ट। उसमें पहले सिर्फ गवर्नेंस वर्ड यूज़ किया जाता है, गुड गवर्नेंस नहीं। तो वो रिपोर्ट का नाम है सब सहारन अफ्रीका
फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ 1989 में आती है। और ये वर्ल्ड बैंक इसी रिपोर्ट में क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस कह के एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता है अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में हमें समझाने के लिए कि वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है गवर्नेंस का। अब वो क्राइसिस क्या है, कुछ उसको इश्यूज नज़र आते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, पॉलिटिकल पावर जो है एक्सेसिव पर्सनलाइज हो गई है कि अपने फ़ायदे के लिए नेता लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। इसलिए ह्यूमन राइट्स को वहाँ पर निगलेक्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट वहाँ पर नॉन इलेक्टेड और नॉन अकाउंटेबल है। और ये सारी चीज़ें वर्ल्ड बैंक देख रहा है कि इसके चलते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और इस क्राइसिस में उसने ये पाया कि कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है वो इनएफिशिएंट है, वहाँ पर सही तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने बताया IMF और वर्ल्ड बैंक जब काम करते हैं, किसी कंट्री में लोन देते हैं, फंड्स देते हैं किसी भी रूप में, तो वहाँ पर चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। तो उसी को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं वहाँ पर काम कैसे करेंगे भाई, गवर्नमेंट तो जो है अपनी जेब भरने में लगी हुई है, वो कहाँ ही लोगों को या सिटीज़न को, अपने नागरिकों की हेल्प कर सकते हैं, उनको बेनिफिट पहुँचा पाएंगे। तो हमारे दिए हुए जो फंड या लोन होंगे वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, वो तो नेता लोग खा जाएंगे। तो जो पर्पस है डेवलपमेंट का वो तो कभी आ ही नहीं पाएगा। फिर सेकंड रिपोर्ट आती है, उसमें गुड गवर्नेंस की अब वर्ल्ड बैंक बात करने लगता है। वो डॉक्यूमेंट का नाम है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट 1992 में आती है। इसमें वो गवर्नेंस को ना डिफाइन भी कर देते हैं। पहले तो गवर्नेंस एज ए वर्ड यूज़ किया जा रहा था, अब परिभाषित कर देते हैं। तो इसकी परिभाषा वही है जो गवर्नेंस की हम पहले भी समझ आए हैं पिछली वीडियो में। उसमें कहा गया है कि वो पावर जो कंट्रीज़ के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए सो डैट उस कंट्री में डेवलपमेंट हो सके, उसी को गवर्नेंस कहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में 1992 में गुड गवर्नेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया और इसमें बात कही गई कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी जो है वो भी पार्टिसिपेट करे, जो NGOs होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट में। कि गवर्नेंस में वो कहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो रही है बहुत सारी जगह पर, तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी का रोल ज़रूरी हो जाता है। जो इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, उनको इस डेवलपमेंट में लोगों के बेनिफिट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने के बारे में आगे आना चाहिए। गवर्नेंस के जो की कंपोनेंट्स हैं वो वर्ल्ड बैंक कैसे देखता है, वो कहते हैं कि इसमें ना एक पॉलिटिकल रजीम का होना ज़रूरी हो जाता है। पार्लियामेंट्री हो जाए, प्रेसिडेंशियल हो जाए, मिलिट्री हो जाए, अथॉरिटेरियन हो जाए, कोई भी हो जाए, एक पॉलिटिकल रजीम का एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है, जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, जिसने लॉ लेकर आना है, एक सिस्टम क्रिएट करना है। और फिर कहते हैं एक प्रोसेस इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि अथॉरिटी को कैसे एक्सरसाइज या मैनेज किया जाए रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। फिर इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करे, फॉर्मुलेट करे और उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये की एलिमेंट्स थे। गुड गवर्नेंस के कुछ और एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर प्रोजेक्ट आता है वर्ल्ड बैंक का। उसमें वर्ल्ड बैंक क्या करता है, 200 कंट्रीज़ जो हैं उसको कंसिडर करता है। 1996 से लेकर 2023 तक आ रहा है। इसमें 6 की इंडिकेटर जो है यूज़ किए जाते हैं गवर्नेंस के। वो 6 की इंडिकेटर्स आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड बैंक कौन से फॉलो करता है। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ और कंट्रोल ऑफ करप्शन। इन 6 इंडिकेटर्स पर काम करता है और कंट्री की रैंकिंग करता है उन 200 कंट्रीज़ की कि कौन सी कंट्री अच्छा काम कर रही है गुड गवर्नेंस पे। गुड गवर्नेंस के कुछ की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी दे रखे हैं, जिसमें पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी दे रखे हैं। ये इंडिकेटर्स भी आपको पता होना चाहिए, उनके एलिमेंट्स। अब इंडिया में जो गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव चल रहे हैं वो कौन कौन से? गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, प्रगति हो गया जिसको प्रोएक्टिव गवर्नेंस या टाइमली इंप्लीमेंटेशन कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 हो गया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ई कोर्ट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, मिशन कर्मयोगी जो है वो सारे गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो इंडिया का अपना है, एक तो वर्ल्ड बैंक भी कर रहा है लेकिन इंडिया भी करता है, तो यूनियन मिनिस्टर जो होम अफेयर्स के हैं मिस्टर अमित शाह, वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स लेकर आते हैं 2021 को और 25 दिसंबर को लेकर आया जाता है। तो 25 दिसंबर 2021 में लेकर आया जाता है। DARPG जो है उसके द्वारा डेवलप किया जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म है मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता भी हूँ। तो वहाँ पर ही तब गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, विज्ञान भवन में किया जाता है, न्यू दिल्ली में किया जाता है। तो एक लाइन में ही बहुत सारे फैक्ट्स हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जिसको शॉर्ट में GGI भी कहते हैं, 2021 में ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये 10 सेक्टर कवर करता है और 58 इंडिकेटर्स पे काम करता है।
और इसमें जो रिपोर्ट में पाया गया इंडेक्सिंग में गुजरात को सबसे ज़्यादा टॉप में पाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद फिर गोवा आता है। लास्ट जो इंडेक्स पब्लिश हुआ है ये यही था, 2021 वाला है, और अब जो नया शेड्यूल किया गया वो दिसंबर 2025 में आने का अनुमान किया जा रहा है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स बना कौन रहा है? ये एक इनिशिएटिव है DARPG, जिसकी मैं फुल फॉर्म कह रहा था बताऊंगा। उसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के द्वारा इनिशिएट किया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स एक तरफ से वो रिपोर्ट बिल्ड करते हैं, उनका इनिशिएटिव है। GGI की ये जो रिपोर्ट बिल्ड की गई थी इंडेक्स की 2021 वाली, उसमें जो 10 सेक्टर्स हैं वो भी एक बार आपको पता होना चाहिए। फैक्चुअल चीज़ें पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स हो गए, कमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ होंगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गए, पब्लिक हेल्थ हो गई, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़, इकोनॉमिक गवर्नेंस, और सिमिलरली आप और देख सकते हो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है लास्ट है। तो बेसिकली एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ऐसे वो 10 सेक्टर्स पे जो है काम करते हैं। इन सभी चीज़ों के बेसिस पे फिर कंट्रीज़ को जो है रैंकिंग की जाती है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। गुड गवर्नेंस इंडिया में एक चीज़ है कि स्टेट और यूटीज़ को ना ये 4 कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक होती है ग्रुप ए की कैटेगरी, एक ग्रुप बी की, और एक में आ जाती है तीसरे में नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, एंड फोर्थ कैटेगरी में यूनियन टेरिटरीज आ जाती है। गवर्नमेंट 2.0 का भी एक कॉन्सेप्ट अभी पॉपुलर होना शुरू हो गया है। ये कहते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना उनको ऐसे इंटरेक्टिव वे में बनाना है कि इंटरनेट के टूल्स को यूज़ करते हुए एज ए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह उसे बनाया जाए। इसका मतलब हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का ऐसे यूज़ करना जहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। पहले ई गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था एग्जिस्ट करता है, उससे पार जाकर ये गवर्नमेंट 2.0 आई है। ई गवर्नेंस से भी पार, क्योंकि ई गवर्नेंस में क्या था, गवर्नमेंट अपनी सर्विस पॉलिसीज़ बना रही है, ऑनलाइन डाल रही है, ठीक है, लोग वहाँ से उसका जो बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट 2.0 में सिटीजन लेड जो है इनिशिएटिव की बात की जा रही है और ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है। ये टॉप डाउन वाली जो अप्रोच होती थी, सरकार पॉलिसीज़ बना रही है, ऑनलाइन डाल रही है, आप उससे सर्विसेज का सरकार का फ़ायदा ले रहे हो, ठीक है, ये बस इतना चल रहा था। नहीं, ये और कोलैबोरेटिव और नेटवर्क अप्रोच बनाना चाहती है जो ज़्यादा एफिशिएंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक हो। गवर्नमेंट में यानी सिटीज़न भी पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग के लेवल पर, पॉलिसी सर्विसेज के स्कीम पर। तो ये गवर्नमेंट 2.0 है जहाँ पर सिटीज़न की कोलैबोरेशन से चीज़ें जो है पॉसिबल हो सके। तो ये गवर्नमेंट 2.0 का कॉन्सेप्ट नया है, पता होना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है ना वो ऐसे लगता है ज़बरदस्ती सिलेबस में डाल दिया गया, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस के जितने एलिमेंट्स हम पढ़ आए हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वही बात कर रहा है, एक नए वे में बस बात कर रहा है। तो गुड गवर्नेंस जो है एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में प्रैक्टिस की जाए, उसी को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहते हैं। अब डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क क्या है? जहाँ पर पावर जो है लोगों से ड्राइव की जाए, इंस्टीट्यूशन जो है अकाउंटेबल हो, सिविल लिबर्टीज़ भी उसमें होनी चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्ड है, जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, जो डेमोक्रेसी का पर्पस है, एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस उसी चीज़ को री एम्फेसाइज कर रहा है। की फीचर्स की भी बात कर लीजिए, सिटीज़न पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना, लोगों की पार्टिसिपेशन होना। तो सेंट्रल टेनेट यही है, सिटीज़न पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सिटीज़न को वोटर ना कंसिडर किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी अब सिर्फ इलेक्शंस या वोट्स तक सीमित रह जाती है। तो इसलिए ऐसे नए नए वर्ड आते रहते हैं, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, क्योंकि सिटीज़न की पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाए, बार बार याद दिलाने के लिए नई टर्म कॉइन करनी पड़ती है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कुछ नया टर्म ही कॉइन की है। कर क्या रहे हैं? वही डेमोक्रेसी के ही जो एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल, उसी को एम्फेसाइज कर रहे हैं। एक्टिवली एंगेज पर पाए सिटीज़न पब्लिक लाइफ में, पॉलिसीज़ और डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए, ये सारी चीज़ें। रूल ऑफ लॉ इसमें हो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हो, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन हो, ये सब डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के फीचर है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है इसमें होने चाहिए। मोस्टली हम ये डेमोक्रेसी में ही चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर रखा है। इट्स नॉट ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसकी सरदर्दी मत लेना। सरदर्दी लेनी है गुड गवर्नेंस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, उनके इंडिकेटर, उनके एलिमेंट, ये जो फैक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडेक्स लेकर आए हैं गुड गवर्नेंस किस डिपार्टमेंट के अंदर है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप कवर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओरिजिनली 1986 में ही आता है।
बेसिकली क्यों बनाया जाता है? कोई भी बिजनेस रिलेटेड चीज़ें होंगी, ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी, डिफेक्टिव गुड्स होंगे जो आप मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं, डेफिशिएंट सर्विसेज होगी, कोई सर्विसेज अच्छे से नहीं दे रहा है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर काम करता है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए कहते हैं इसको। यूएन की गाइडलाइन से ये इन्फ्लुएंस था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1985 में आता है। इंडिया ने भी वो गाइडलाइंस जो है अडॉप्ट किए, उसके चलते हुए ही एक्ट आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में ना जो एंट्री नंबर 20 है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें से सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, उसमें एंट्री नंबर 20 में लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो ये एंट्री को यूज़ करते हुए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है लेकर आया गया। दोनों ही लॉ बना सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी, सेंट्रल लेवल पर। तो सेंट्रल लेवल पर है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ये एक्ट क्या करता है, एक स्टैचुएटरी यानी एक लॉ आ गया, एक कंज्यूमर राइट्स को ना रिकॉग्निशन मिल गई। इसके चलते हुए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर डिफरेंट कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज भी इस्टेब्लिश की गई। वो क्या क्या है वो आगे चलकर हम उसकी भी बात कर लेंगे। ये एक्ट फोर्स कब किया जाता है? 24 दिसंबर 1986 में इसको फोर्स किया जाता है और इसी 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। ये लॉ में एक प्रिंसिपल ऐड कर दिया गया। एक प्रिंसिपल होता है क्विट वेंडिटर, जिसका मतलब होता है सेलर बिवेयर रहे, विक्रेता सावधान रहे, बेचने वाला सतर्क रहे, वो सावधान रहे। पहले होता था भाई खरीदने वाला सावधान रहे, उसे कहते हैं क्विट एम्प्टर। तो क्विट वेंडिटर जो है वो लेकर आता है कि जो बेच रहा है सावधान तो उसको रहना चाहिए। हम विक्रेता को क्यों सावधान, मतलब विक्रेता को सावधान करना चाहिए, लेकिन हमें क्रेता को नहीं करना चाहिए, बायर को नहीं करना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है जो बेच रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको अकाउंटेबल बना रहा है, आंसरेबल बना रहा है। डेफिनेशन और राइट्स की अगर बात करें तो ये कहते हैं कंज्यूमर है कौन? कोई भी इंसान जो गुड्स बाय कर रहा है, खरीद रहा है बाजार से और कोई सर्विसेज ले रहा है अपनी कंसिडरेशन के लिए, यानी उनको कंज्यूम भी वो खुद ही करेगा। ऐसे नहीं है कि कोई उसने प्रोडक्ट लिया उसको उसने रीसेल करना है, या उसने किसी कमर्शियल यूज़ के लिए वो प्रोडक्ट लिया तो वो नहीं माना जाएगा कि वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब प्रोडक्ट और सर्विस आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, वो डायरेक्टली आपको इम्पेक्ट करने वाली है। तो उसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन में ये रखी गई। इसमें जो कंज्यूमर्स के 6 राइट्स जो हैं रिकॉग्नाइज किए गए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हेard, राइट टू रिड्रेस, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 राइट्स जो हैं प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला। अब इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। आप कहोगे सर हमें 1986 क्यों पढ़ाई जा रहे हो, नया एक्ट आ तो गया। मैं समझाता हूँ, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नए में कुछ खास चेंजेस नहीं है, 1-2 चेंजेस है जो हमने पढ़ने हैं, बाकी के उसी को कैरी फॉरवर्ड उनकी प्रोविजंस को हमने किया है। तो जो नए चेंजेस है वो भी हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एक्ट क्या करता है, कंज्यूमर काउंसिल इस्टेब्लिश करता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश करता है, सो डैट कंज्यूमर की कोई शिकायतें हैं उनको जल्दी जो है निपटाया जा सके, ऐसी बॉडीज़ इस्टेब्लिश की जाती है। ये कंज्यूमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 3 टायर कंज्यूमर मैकेनिज़्म बनाता है 3 लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट को कहते हैं स्टेट कमीशन, और जो नेशनल लेवल पर है वो नेशनल कमीशन है। उनकी आगे चलकर हमने बात भी करनी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर केस हैंडल किए जाएंगे जो 20 लाख तक के, स्टेट कमीशन के 1 करोड़ तक और नेशनल कमीशन के 1 करोड़ से जो ज़्यादा हैं वहाँ पर उसके केस हैंडल किए जाएंगे। लेटर ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर दी जाती है। इनकी ये जो कंडीशन होती है कि कौन कौन कितने रकम की केस जो है वो हैंडल कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ये 1988 में इस्टेब्लिश किए गए थे, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट जो है किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज है या रह चुके हैं, तो NCDRC के प्रेसिडेंट वो होते हैं। जस्टिस वी बाला कृष्ण इरादी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के, NCDRC जिसे हम कहते हैं। 1988 से 1993 रहते हैं। प्रेजेंटली देखा जाए तो मिस्टर जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही जो है वो हेड करते हैं और जिन्होंने अपना चार्ज अज्यूम किया है अगस्त 2, 2023 से। ये एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी गुड एंड सर्विसेज हो जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से आ रही हो या प्राइवेट सेक्टर से आ रही हो, वो एक्टिविटीज़ को ये कवर कर लेता है। बाकी कुछ जो सर्विसेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हो उसको कवर नहीं कर सकता है ये, या किसी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हो उसको भी ये कवर
नहीं कर सकता है। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसे कह सकते हो कि आप प्लम्बर को अपने हिसाब से बाज़ार से ले आते हो, मार्केट से, वो काम करता है, ठीक करके नहीं देता, तो आप थोड़ी उस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा सकते हो। तो ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें होती है। कोई कंपनी के साथ, किसी फर्म के साथ आप यहाँ पर डील नहीं कर रहे हो। लिमिटेशन और नीड जो रिफॉर्म्स की थी वो देखी गई है कि 1986 का एक्ट राजली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि प्रोसीडिंग इसकी बहुत लेंथी है, पेनल्टीज़ बड़ी लो है और एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म इतने अच्छे बना नहीं रखे। यहाँ तक कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जब 2008 में आता है, वो अपनी 12th रिपोर्ट जिसका नाम है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बात करता है कि भाई कंज्यूमर लेवल पर, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन लेवल पर एक मैकेनिज़्म जो है और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की या स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और वो की नहीं जा रही है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है 2002 में। वो हल्के फुल्के चेंजेस भी कर देता है। वो क्या करता है कि जो एम्पावरिंग उनके फॉर्म्स होते हैं, जो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नेशनल कमीशन, उनके जो ऑर्डर्स हैं एनफोर्स करने की उनकी पावर थोड़ी बढ़ा दी जाती है। और साथ में ये जो पेक्यूनरी लिमिट्स है, इसका मतलब है उनकी मॉनेटरी जो लिमिट्स है ना केस हैंडल करने की, वो भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मार्केट्स इतनी तेज़ी से इन्वॉल्व हो रही थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स का ज़माना था और 1986 वाला एक्ट जो है अपने आप में आउटडेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहा जाता है, जो बेसिकली 1986 के एक्ट को रिपील कर देता है। अब जो काम कर रहा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला ही काम करता है। ये बिल जो है 2019 में पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट उसे पास कर देती है। 9 अगस्त 2019 में पास किया जाता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है फोर्स कब किया जाता है? 20 जुलाई 2020 में इसको एनफोर्स कर दिया जाता है। की फीचर्स क्या थे इसके नए एक्ट के? सबसे पहले ना ये इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये सबसे बड़ा फीचर है। CCPA जो है इस्टेब्लिश कर देता है। कंज्यूमर राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कहीं पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहीं पर देखने को मिलती है, तो यही अथॉरिटी हैंडल करती है। तो कोई भी अनसेफ गुड्स होंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होगी, क्या पेनल्टीज़ वायलेटर्स पर ठोकनी है, वो सारी चीज़ें इम्पोज जो करेगा CCPA करेगा। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर कोई दे रहा है उसको बैन किया जाएगा 1 साल के लिए पहले ऑफेंस में, बार बार फिर वही ऑफेंस कर रहा है तो 3 साल के लिए उसको बैन कर दिया जा सकता है उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट और कंपनी को। पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर सेक्शन 89 कवर की जा रही है, 10 लाख का जुर्माना ठुक सकता है। और भाई इसके साथ जो है ₹50 लाख का भी जुर्माना लगाया जा सकता है अगर बार बार वो सेम ऑफेंस कर रहा है। CCPA जो है वो हेड किया जाता है चीफ कमिश्नर के द्वारा और न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और कहाँ पर काम करते हैं? ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ही ये काम करता है। टाइम लिमिट जो कंप्लेंट की रख रखी है, इसमें रख रखी है कि 3 मंथ के अंदर रेजोल्यूशन लोगों को मिल जानी चाहिए उन प्रोडक्ट्स की, उन सर्विसेज की जहाँ पर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर 5 मंथ्स रखी गई है जहाँ पर लैब पर भेजना पड़ता है, प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ता है और वहाँ पर 5 मंथ की डेडलाइन रख रखी है। ज्यूरिसडिक्शन और पावर की हम बात करें तो कंज्यूमर कमीशन की ज्यूरिडिक्शंस भी रिवाइज की गई थी। डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ तक अब वो केस हैंडल कर सकता है। स्टेट कमीशन में अगर 10 करोड़ की कोई डिस्प्यूट हो उसको हैंडल कर सकते हैं और नेशनल कमीशन तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा की डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन आप देख सकते हो इवन अपने जो ऑर्डर्स को अगर वो रिव्यू करना चाहते हैं तो वो रिव्यू करने की पावर भी अब मिल गई उनको। 2019 एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब हो गया एक तो जो बना रहा है और एक जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और किसी का प्रोडक्ट जो है आगे बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर का, सेलर, ठीक है, तो वो सब लायबल हैं भाई इस चीज़ में, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकलता है, कोई सर्विसेज में कमी निकलती है तो लायबिलिटी बन जाती है। और डिजिटल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक्ट में एक तो ये रखा गया है कि कंज्यूमर ने अगर कंप्लेंट फाइल ही करनी है तो भाई इलेक्ट्रॉनिकली करे, ऑनलाइन बैठ के भी कर सकते हैं। और अगर वो ऐसी कोई हेयरिंग में आना भी चाहते हैं तो ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट कर ले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ सकते हैं, जिससे आने जाने का उनका टाइम और खर्चा बहुत बच जाता है। ये एक्ट ये डिफ़ाइन करता है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे जितने और उनकी जो टर्म्स होती हैं सारी चीज़ें, वो अगर कंज्यूमर को सिग्निफिकेंट लेवल पर डिसएडवांटेज करता है तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रिवेंटिंग टर्म्स क्या यूज़ होनी चाहिए, तो सारा फ्रेमवर्क लीगल दायरे पे जो होता है सब कुछ उसमें एक्ट में डिफ़ाइन कर रखा है।
कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। अपने आप में ये एक तरह से जो मीडिएशन सेल है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ADR जिसे कहते हैं उसको प्रमोट करता है, उस लेवल पर काम करता है। अपील जो है डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से नेशनल कमीशन तक भी लेकर आप जा सकते हो और विद इन 45 डेज तक आपको अपील को फाइल करना होता है हायर अथॉरिटी को। ये जो 2019 का एक्ट आता है ये गवर्नमेंट को ये भी एम्पावर कर देता है कि ई कॉमर्स की आपने कोई गाइडलाइंस इशू करनी है फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट वो भी इशू कर सकते हैं, टाइम टू टाइम वो इशू कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर ये मोटा मोटी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर की। अपने आप में एक स्मॉल टॉपिक है लेकिन कुछ नुआंसेस, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमने कवर करने हैं। सिटीजन चार्टर अपने आप में थ्रेटिकली कंसेप्चुअली अगर समझना हो ना तो इसके मायने क्या होते हैं। सिटीजन चार्टर का मतलब होता है एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आने वाले हो, एक इनिशिएटिव है। क्यों लेकर आने वाले हो, ये कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, किस चीज़ को ये अचीव करना चाहता है, ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आना चाहता है, ये अकाउंटेबिलिटी लेकर आना चाहता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है, सरकारी सर्विसेज यानी सरकारी सेवाएं जो दी जाती है सिटीज़न को, उसमें रेस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ें दिखें। और ये चीज़ें जब दिख रही हो तो मतलब है कि वो सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंगली ही फिर काम कर रही है। सिटीजन चार्टर क्या होता है, कोड लिख दिया जाता है भाई ये करेंगे, ये टाइम होगा, बस यही है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर एक वॉलंटरी और रिटन डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली ये दिखाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो सरकार हो जाए कोई प्राइवेट फर्म भी हो सकती है, बस उसने बता रखा है कि मेरी कमिटमेंट क्या है। हालांकि सिटीजन चार्टर को हम यूज़ करते हैं हमेशा ही गवर्नमेंट के दायरे में और इसको रिलेट ही सरकारी चीज़ों के साथ किया जाता है। तो इसका मतलब है सिटीजन चार्टर में ये लिखा होता है कि सिटीज़न और सिटीज़न गवर्नमेंट के कस्टमर की तरह ही हो जाते हैं जब उनसे सर्विसेज लेते हैं। तो उसको लेकर क्या क्या कमिटमेंट है, कैसे कैसे काम किया जाएगा, उनके क्या क्या राइट्स है, उनको अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती है। सिटीजन चार्टर अपने आप में सिर्फ मॉरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं हो सकती इसकी कि ये देखिए जी आपने डॉक्यूमेंट में ये प्रोविज़न दे रखी, अब आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने लिखा था टाइम बाउंड मैनर में ये डिलीवरी होगी लेकिन आप कर नहीं रहे हो। जस्ट ए मॉरल कमिटमेंट है, उसको लेकर ये बनाया जाता है। और ये क्लोजली लिंक है गुड गवर्नेंस की और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म्स जो फिलॉसफी है उसको लेकर आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। सिटीजन चार्टर कंट्रीब्यूट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को लेकर पब्लिक सर्विसेज में। तो ये जो कंसेप्चुअल लेवल पर भी चीज़ें हम समझते हैं ना कि इसका एम क्या है, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है या मॉरल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये कंसेप्चुअल लेवल पर चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है। और समझनी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे ना उसमें से ऐसी लाइन ही उठाई जाती है, ये जैसे ये लाइन उठा लेंगे, सिटीजन चार्टर कंट्रीब्यूट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, और आपने बताना है ये सही है या नहीं कि सिटीजन चार्टर ऐसा कुछ करता भी है या नहीं करता है। या उल्टा कर देंगे, इसको लिख देंगे सिटीजन चार्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर किया होता उनको पता ही नहीं सिटीजन चार्टर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है, अकाउंटेबिलिटी के साथ रिलेट है या नहीं है। तो इसलिए एग्जाम में ऐसे जो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलत कराते हैं। तो हमने बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ये एक टूल है, क्या करता है जी, ये करता है इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, सरकार काम कैसा कर रही है उससे पता चल जाता है, ठीक है। और क्या करता है जी, सिटीज़न को एम्पावर करता है। सिटीज़न डेफिनेटली एम्पावर्ड तो हो ही रहे हैं जब उनको अपनी सेवाओं जो दी जा रही है, पब्लिक सर्विसेज, उनके बारे में अवेयरनेस है, क्या क्या है, कब कितने टाइम बाउंड मैनर में है, कितनी अच्छी से कितनी एफिशिएंसी, सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंटेड चीज़ में उन्हें पता होती है। तो सिटीज़न तो एम्पावर हो ही जाते हैं। तो ये चीज़ें कंसेप्चुअल लेवल पर ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये याद रखने साथ साथ ज़रूरी है, समझने ज़रूरी है, याद तो चाहे ना रखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको पता चल जाएगा क्या है। अब आते हैं फैक्चुअल चीज़ों के बारे में। सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था जिसकी 12th रिपोर्ट का टाइटल है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस 2009 में जो आती है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर को स्ट्रेंथन करने की, कंसोलिडेट करने की, मजबूत बनाने की बात करता है। और आर्टिकल 38 और आर्टिकल 41 जो DPSP के है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, उसमें भी बात की गई है कि रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जी, वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए जी। तो वो कहीं ना कहीं वो भी सिटीजन चार्टर के जो फिलॉसफी है उसके साथ एसोसिएट कर जाते हैं, ये DPSP के प्रिंसिपल भी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से DPSP के प्रिंसिपल जो है सिटीजन चार्टर के साथ अलाइन करते हैं, ठीक है। तो ये
ये भी पता होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस है वनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वर्डिक्ट दे रखी है कि भाई ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट, अकाउंटेबल होनी चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आइडिया कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर्स के साथ अलाइन कर जाते हैं ये भी आइडियाज़। ये कब आता है? यूनाइटेड किंगडम में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है 1991 में, और तब जो प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, तो वो इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार इसको। 1998 में यूके इसी कॉन्सेप्ट को रीनेम करके ना सर्विसेज फर्स्ट नाम का एक टाइटल लेकर आता है। तो पहले सिटीजन चार्टर यूज़ करता है, बाद में सर्विसेज फर्स्ट यूज़ करता है। इंडिया में सिटीजन चार्टर का जो इनिशिएटिव है वो 1997 में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये पार्ट होता है एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब ये एक्शन प्लान कौन लेकर आता है? ये लेकर आता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, वो लेकर आते हैं एक्शन प्लान कि कैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, जो लोक सेवाएं हैं, ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें लोगों को जो है सरकार ने डिलीवर करनी है चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, पासपोर्ट, बहुत कुछ करना है, सरकार से हम बहुत सेवाएं लेते हैं, तो उनको कैसे सही तरीके से एफिशिएंटली क्वालिटेटिवली हमने काम करना है, तेज़ी से करना है, और सिटीज़न को भी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, वो एक्शन प्लान वो लेकर आए थे। वही अपने आप में सिटीज़न चार्टर का इनिशिएटिव कहलाता है और 1997 में आता है। तो पब्लिक ओरिएंटेशन टुवार्ड्स सिटीज़न, यानी जो लोगों के प्रति या सिटीज़न के प्रति उनकी जो कमिटमेंट, उसमें एक सर्विस स्टैंडर्ड अच्छे देना है, क्वालिटी देनी, टाइम बाउंड डिलीवरी देनी, और शिकायतें अगर नहीं दी जा रही, शिकायत करनी कहाँ है, फलाने अफसर की कहाँ पर करनी है, फलाने डिपार्टमेंट में अगर कोई काम नहीं कर रहा वो कहाँ पर करनी है, कैसे करना है, वो सारा डॉक्यूमेंट एक्शन प्लान जो है बना होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबसे पहले फॉर्मली कब, ये तो एक एक्शन प्लान ना किसी डिपार्टमेंट में ले आए, फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी जिसमें बड़े बड़े लीडर जो है आ जाते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर होती है 1997 में, और ये टाइटल है कॉन्फ्रेंस का इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, और ये नई दिल्ली में होती है, और तब ये जो है फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है 1998 में गाइडलाइंस इशू कर देती है, जो चार्टर्स बनाएगी, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और पब्लिक कंसल्टेशन जो है शुरू हो जाती है इसको लेकर, और 31 मई 2002 में एक वेबसाइट आ जाती है सिटीजन चार्टर की, और वेबसाइट का नाम रखा जाता है GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया charters.nic.in, और ये डेवलप और लॉन्च किसके द्वारा की गई थी? वही डिपार्टमेंट ने जिसने एक्शन प्लान बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फैक्ट्स है, पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों लेकर आया जाता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं। सिटीज़न को एम्पावर करता है जी, ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है जी, सिटीज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है जी, बस ये इसके ऑब्जेक्टिव है। क्या सिटीजन चार्टर के कोई कोर प्रिंसिपल है? यस, 6 कोर प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करना चाहेगा। क्वालिटी है, चॉइस है, स्टैंडर्ड्स है, वैल्यू है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कर्टेसी है। तो ये सारे जो है 6 कोर प्रिंसिपल भी आपको पता होने चाहिए। फैक्चुअल चीज़ें हैं जो याद करते जाना है आपने। और ये क्या करता है, बेसिकली जो पार्टिसिपेशन है सिटीज़न की वो इनकरेज करता है सर्विसेज में, वो लें, क्योंकि अपने टाइम पर डॉक्यूमेंट्स बना पाएँ, सर्विसेज और भी जो भी चीज़ें करनी है वो ले सकें, क्योंकि उन्हें लगे ना कि ये तो भाई मुश्किल है, ये काम हमसे नहीं हो सकते। नहीं, पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है। अपने आधार, पैन और जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट्स हो जाए, चाहे वो मैरिज को लेकर हो जाए सर्टिफिकेट, चाहे वो पासपोर्ट को लेकर हो जाए, बहुत सारी सेवाएं जो हैं ऐसी मिलती है। तो उस चीज़ को लेकर उनकी सर्विसेज बेटर तरीके से मिल सके, सिटीजन चार्टर वही चीज़ इंश्योर करना चाहता है। अपने आप में नॉन जस्टिसेबल है, लीगली एनफोर्स नहीं हो सकता है, बस अपने आप में मॉरल कमिटमेंट है कि हम करके देंगे आपका काम, आपको ज़्यादा जो है दिक्कतें नहीं आएंगी, सुविधाएं देंगे हम आपको। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कवर करता है, यूटी यूनियन टेरिटरी भी कवर करता है, और सबऑर्डिनेट एजेंसीज भी कवर करता है, यानी सारी सरकारी चीज़ें जितनी हैं उसको कवर सिटीजन चार्टर कर ही लेता है। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? DARPG, जिसकी हम पीछे बात भी कर रहे हैं। तो यही फॉर्मुलेट करता है, यही कोऑर्डिनेट करता है, यही मॉनिटर करता है सिटीजन चार्टर। और बस ये डिपार्टमेंट का नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, उन्होंने अपना एक टैक्स पेयर चार्टर बनाया 2020 में, ठीक है, सो डैट लोगों को जो है पता चले कि टैक्स बेसिस क्या सर्विसेज चल रही है, ठीक है, फेयर होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वो भी उन्होंने बना दिया, कोडिफाइड कर दिया, लिख दिया गया
ये सक्सेस जो है ना सिटीजन चार्टर की सफलता डिपेंड करती है पॉलिटिकल विल पे, इफेक्टिव लीडरशिप कितनी है, स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, सिटीजन कितने अवेयर हैं ऐसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए, और रेगुलर इवैल्यूएशन होनी चाहिए। एक मॉडल आता है सर्वोत्तम मॉडल, जिसे हम सर्विस एक्सीलेंस मॉडल कहते हैं। तो ये जो मॉडल है ये भी DARPG डिपार्टमेंट ने ही डेवलप किया है, जिसकी हम पीछे बात करते आए हैं। ये 3 पिलर पर आधारित है। वो 3 पिलर्स क्या है? सिटीजन चार्टर एंड सर्विस स्टैंडर्ड पहला पिलर, दूसरा है पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस, और तीसरा है सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। ये 3 पिलर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सर्वोत्तम मॉडल के 3 पिलर्स कौन से हैं। सर्वोत्तम मॉडल रिकमेंड किसने किया था? सेकंड ARC जो कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उन्होंने किया। और बाद में जो है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट लेवल पर, मिनिस्ट्री लेवल पर, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट भी किया। ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन से अब रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने जाना है। तो सर्वोत्तम मॉडल उसको लेकर है। सिटीजन पार्टिसिपेशन तो ये भी इनकरेज करना चाहता है, फीडबैक के थ्रू कंसल्टेशन जैसे मैकेनिज्म बना रखे हैं कि कोई भी चीज़ जो है लेकर आनी उससे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा जाएगा, फिर जो उनकी इनपुट्स आएंगी उसको बाद में इन्फोर्स किया जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें इंक्लूड है भाई पासपोर्ट सेवा केंद्र अपने आप पे, रेलवे सर्विस चार्टर्स हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चार्टर हो गए जिसमें टैक्स पेयर के राइट्स पता चलते हैं। तो ये सारी जो है इसमें बेस्ट एग्जांपल्स आ जाती है। ये कहीं ना कहीं सिटीजन चार्टर की फ़िलॉसफी, सिटीजन चार्टर के मैकेनिज़्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मेजर चैलेंज हमें देखने को मिलते हैं कि ये पुअर इम्प्लीमेंटेशन होती है, इनकी अवेयरनेस ही नहीं है सिटीज़न को, वेग सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, और मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म जो है कि ये चीज़ें सही चल रही हुई है या नहीं भी चल रही है उसकी एब्सेंस है, वो नहीं पाई जाती। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पता होने चाहिए। शुरुआत करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से 2005 वाले, और उससे पहले की एक बैकग्राउंड थोड़ी सी हम समझ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ आइडेंटिफाइड की कि उन्होंने ना गवर्नेंस के 7 एस्पेक्ट्स बताए थे रिपोर्ट में, और उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी ना उन 7 एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट है। अगर अच्छी गवर्नेंस किसी कंट्री में लेकर आना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी जो है ना वही एक मुद्दा है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम कवर करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन का आपको एक्सेस होना, उसकी फ्रीडम होना, कि सरकार के कामकाज को लेकर और सारी चीज़ें कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी, किसी पब्लिक ऑफिशियल से, किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से मांगनी है तो मांग सकते हो आप, सो डैट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आए, ओपननेस आए, सीक्रेसी जैसी चीज़ें ना रह जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तामझाम में कवर की जाती है, जिसको हमने डिटेल में समझना है। अब इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो ज़रूरी क्यों है इन्फॉर्मेशन लेनी? ना दी जाए पब्लिक को इन्फॉर्मेशन, सरकार अपना कामकाज कर रही है, क्यों इन्फॉर्मेशन देनी है भाई? तो बेसिकली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस लेकर आने के लिए ही ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें लेकर आई जाती है कि लोग पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने से पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ जाती है? ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, आप हो सकता है उसमें से आप इरेगुलरिटीज़ फाइंड आउट कर लो कि देखो सरकार ये चीज़ें कर रही है, और वहाँ से आप सरकार को अकाउंटेबल बना सकते हो। इन्फॉर्मेशन अपने आप में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने का टूल बन जाता है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी साथ में लेकर आती है, पीपल सेंटर गवर्नेंस लेकर आती है। अब यूनेस्को ने भी देखो 2015 में इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि हम सेलिब्रेट किया करेंगे हर 28 सितंबर को हर साल ये डे, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ये 2015 में उसने डिक्लेयर किया। ये एक फैक्ट है जो आपने याद रखना है। अब बात करते हैं दुनिया में पहली कौन सी कंट्री थी जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे, जिसको इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते। स्वीडन लेकर आए थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट जब 1766 में आता है तो वहाँ पर एक्सेस मिल जाता है कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को अवेलेबल हो सकती है। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट 1766 में ये चीज़ तभी उन्होंने कवर कर ली थी। इवन यूएसए जो ये चीज़ लेकर आता है वो 1966 में लेकर आ रहा है, इंडिया 2005 में लेकर आ रहा है, जापान 2001 में लेकर आ रहा है, और स्वीडन देखिए कितना एडवांस है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, 1766 में लेकर आ रहा है। फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी जैसी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इंटेग्रल पार्ट है। उन्होंने डिफरेंट एक्ट नहीं बनाया,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही दे दिया है कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमें एक अलग एक्ट बनाकर ये चीज़ इन्फोर्स इंडिया में करनी पड़ी। अब आरटीआई को ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि एक्ट तो हमने बनाया ही है इसका, आरटीआई का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न नहीं थी क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन की? थी। फंडामेंटल राइट जो है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक्सप्रेशन है, उसी में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपका शामिल हो जाता है। और हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे केसेस की वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर भी रखी थी। इनफैक्ट आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में भी जो शामिल है, उसमें भी राइट टू इन्फॉर्मेशन ही शामिल हो जाता है। सेकंड ARC कमीशन जो वीरप्पा मोइली हेड करते हैं, उसमें उन्होंने कहा आरटीआई जो है, ये कमेंट है, ये याद रखना, ये फैक्चुअल है, पूछा जा सकता है, कि आरटीआई अपने आप में मास्टर की है ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस को लेकर। मास्टर की ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस को लेकर किसने आरटीआई को कहा था, वो आपको पता होना चाहिए। आरटीआई की मूवमेंट इंडिया में अगर देखी जाए शुरू होती है राजस्थान में। इसके जो मेन लीडर है जिनका नाम आता है वो है अरुणा रॉय। और ये कहाँ से करते हैं, कौन से संगठन के साथ होती है? मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ जुड़ी हुई मूवमेंट है। संगठन का नाम याद रख लो, लीडर का नाम याद रख लो, लोकेलिटी याद रख लो, राजस्थान से शुरू हुई थी। 1990s में टाइम पीरियड याद रख लो। और उसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन का एक्सेस जो है मांगा जा रहा है लोकल करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करने के लिए। और तमिलनाडु अपने आप में पहली स्टेट बनती है जो आरटीआई लॉ को लेकर आती है अपने बलबूते पर, अपने लेवल पर। अभी तक सेंटर ने कुछ नहीं किया था, तो 1997 में वो लेकर आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सुनने में ऐसे लग रहे होंगे, लेकिन इसी से तो क्वेश्चन बनते हैं। अब इंडिया में लेजिस्लेटिव एवोल्यूशन कैसे आती है? आरटीआई एक्ट 2005 में बन जाता है फाइनली, जो ये चीज़ें डिसाइड कर देता है कि कैसे सिटीज़न के पास पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसका एक पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है। और आरटीआई में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स जिसमें कॉशन, केयर, विजिलेंस जो है, एक ऐसा सिस्टम जो है बिल्ड हो जाता है। मतलब आरटीआई अपने आप में सिर्फ सूचना लेने का प्रोसेस नहीं है, एक सिस्टम बिल्ड हो गया है। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा बन गया है, अब ऑफिशियल्स भी केयर बरतेंगे, उन पे विजिलेंस है, क्योंकि आम नागरिक इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है, देनी पड़ेगी। देनी क्यों पड़ेगी आपको पता चलेगा क्यों देनी पड़ेगी। और कॉशन, और उसमें से फिर सावधानी अपने आप ही बरतेंगे, केयर बरतेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सिस्टम बिल्ड कर रहा है, एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। हमने पिछली वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को समझने की कोशिश की ना, कितना ख़राब जा चल रहा है। उसमें से आरटीआई की कंट्रीब्यूशन है कि वो एक नए रूप में उसको बदलना चाह रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास किया जाता है और प्रेसिडेंशियल मंजूरी एसेंट कब मिलता है? जून 15, 2005 में मिल जाता है। एनफोर्स कब होता है? अक्टूबर 12, 2005 में। इसकी पास होने की डेट और इसके एनफोर्स होने की डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है। आरटीआई एक्ट जब 2005 में आता है, पुराना एक एक्ट एग्जिस्ट करता था, उसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 वाला। उसको रिपील कर दिया जाता है क्योंकि वो कभी ऑपरेशनल हुआ भी नहीं था। फ़ी की बात करें और एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो आरटीआई फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लिए है इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए 10 रुपये लगती है। डिमांड ड्राफ्ट से दे दो, बैंक के चेकर से दे दो, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से दे दो, कैश दे दो, अकाउंट ऑफिसर को जो आपने पे करनी होती है। और जो बिलो पॉवर्टी वाले लाइन में आते हैं लोग, अगर वो इसका सर्टिफिकेट या प्रूफ दे देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उनको ये 10 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में बना दिया जाता है, जिसने इन्फॉर्मेशन जो है आरटीआई एक्ट के तहत जिसने मांगी है किसी ने, एप्लीकेंट ने, तो उनको देनी पड़ती है। उनसे पहले ये होते हैं असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये नीचे वाले रैंक पे हैं। तो कोई भी आरटीआई एप्लीकेशंस अपील्स आती है तो सब डिविजनल लेवल पर ये रिसीव करते हैं और आगे पास ऑन कर देते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, पीआईओ को, जिसने रिप्लाई देना होता है। क्योंकि एपीआई जो है वो रिप्लाई नहीं देते, उनका काम है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को ये एप्लीकेशंस आगे फॉरवर्ड करनी है। उस हिसाब से एक्ट मैंडेट करता है कि ये जो रिप्लाई देनी है ना पीआईओ ने, ये 30 डेज़ के विद इन देनी है। और अगर लाइफ, जान और माल का खतरा है, लाइफ और लिबर्टी किसी पर्सन की कंसर्न रखती है, तो फिर 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अगर, लेकिन 5 दिन एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं,
अगर एप्लीकेशन APIO के थ्रू भेजी जा रही है या रॉन्ग अथॉरिटी को एप्लीकेशन भेज दी गई थी, अब उस एप्लीकेशन को सही जगह पर पहुंचाने के लिए भी तो टाइम लगेगा, उस केस में 5 दिन एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं इस एक्ट के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब CIC यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन आती है, उससे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी RTI एक्ट 2005 ही इसको इस्टेब्लिश करते हैं। इसके लिए बस एक नोटिफिकेशन उन्हें निकालनी पड़ती है। प्रेसिडेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं और गवर्नर करते हैं स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। सेक्शन 12 क्लॉज नंबर 2 में ये चीज़ मेंशन है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होंगे 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे यानी CIC होंगे, और उनके साथ 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। तो इनकी कॉम्पोजिशन भी आपको यहाँ से पता चल गई। सेक्शन 14 के क्लॉज नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को रिमूव कैसे किया जा सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिमूव कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट जो है एक इंक्वायरी बैठेगी किसी ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर, और वो इंक्वायरी के चलते हुए जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो ठीक पाए जाते हैं, और फिर वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाए, फिर रिमूव किया जाएगा। ये प्रोसेस है उन्हें रिमूव करने का। और फर्स्ट CIC जो थे यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे वो थे वजहत हबीबुल्ला, वो रहते हैं 2005 से 2010 तक। तो 5 साल के लिए इनकी टर्म पहले रखी जाती थी जब ये ऑफिस में आते हैं, ठीक है। जैसे 2005 में आए थे ये वजहत, और बाद में 2010 में वो चले जाते हैं। तो ये 5 साल की फिक्स टर्म इनकी रहती थी। अब इनमें चेंज आ गए, वो चेंज मैं बताने वाला हूँ। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ओरिजिनली क्या क्या प्रोविज़न शामिल थी। एनुअल रिपोर्ट जो है वो इन्होंने देनी होती है, पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं। अगर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर को देते हैं। और बहुत सारे ऐसी प्रोविज़न है जो इसकी अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट, वो चेंज कर देता है। वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अपील मैकेनिज़्म और पेनल्टीज़ की बात कर लेते हैं। CIC सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो SIC है वो अपने आप में फाइनल अथॉरिटी है। फाइनल एपिलेट अथॉरिटीज़ लिखा हुआ है। इसका एक मतलब होता है कि आप PIO को एप्लीकेशन देते हो, वहाँ पर जवाब मांगते हो, वेट करते हो, फिर नहीं होता, फिर CIC के पास जाते हो, वो अपनी हिसाब से वो जो फिर अथॉरिटी आंसर करती है या जो जवाब दे देती है वो फाइनल है। कोर्ट में इंटरवीन नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। CIC ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल है RTI के मामले में। तो फर्स्ट अपील PIO के पास, PIO ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी या इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो आप, या फिर 30 और 45 दिन के विद इन इन्फॉर्मेशन ने दी, ज़्यादा डिले कर दिया गया है, तो उस केस में फिर सेकंड अपील आप डायरेक्टली सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हो, लेकिन विद इन 90 डेज़ आपको करनी होगी। अगर आपको लगता है कि PIO ने डिले बहुत कर दिया है और जो रिस्पॉन्स दिया है वो रिस्पॉन्स सही नहीं, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो आप कर सकते हो। पेनल्टी ये है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जैसे ऑफिशियल से PIO से मांगी गई है, 250 रुपये पर डे जो है सरकार को खर्चा पड़ता है उसका, मैक्सिमम ये 25,000 तक जाता है इन्फॉर्मेशन ना देने पर। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ UP वर्सेस राज नारायण केस जो है 1975 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन, तब इन्फॉर्मेशन वर्ड नहीं यूज़ किया जाता था, राइट टू नो कह रहे हैं। आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसी में आ जाता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कहते हैं उसी में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी शामिल हो जाता है। फिर CPIO सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019 का जो केस है उसमें बात की जाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो केस है यानी उसका जो ऑफिस है वो भी RTI एक्ट के दायरे में आएगा, ये भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ये जब आता है ना तो पब्लिक में हलचल मच जाती है। वो कहते हैं कि अब RTI जो है उसको RIP कहने का वक्त आ गया है, रेस्ट इन पीस, क्योंकि RTI जो है एक्ट पहले जैसा रहा ही नहीं, ख़त्म कर दिया सरकार ने, सारी अमेंडमेंट लेकर छीन ली गई है पावर RTI के पास जो थी। इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट था उसको अब वीक बना दिया गया। अब वीक कैसे बना दिया गया है उसके भी कुछ रीज़न है। गवर्नमेंट का कंट्रोल इंक्रीज़ हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अब टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस और टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उनकी 5 ईयर की जो टर्म होती थी ना,
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए या फिर इंफॉर्मेशन अदर कमिश्नर हो गए सेंटर या स्टेट लेवल पर, उनकी टेन्योर भी जो है वो कम कर दिया गया और उन्हें रिमूव भी जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कर सकती है, उसका प्रोसेस भी बहुत ईजी कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एम्पावर कर लिया है खुद को कि भाई हम डिसाइड कर सकते हैं CIC ICC, स्टेट के CIC हो गए या स्टेट के ICC हो गए, इनकी सभी टर्म हम डिसाइड करेंगे कितने साल होनी चाहिए, और बाद में नोटिफिकेशन निकाल कर बता भी दिया जाता है कि 3 साल के लिए इनकी टर्म होगी। और ये भी जो है वहाँ पर मेंशन है कि 10 से ज़्यादा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते, पहले भी ऐसी ही प्रोविज़न थी लगभग। और ये इसमें कहा गया है कि करंट CIC जो है वो श्री हीरालाल समारिया है, जो 2023 से वो चल रहे हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या थी इस एक्ट में? प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये थी कि ओरिजिनल जो पोजीशन थी ना CIC और ICs की, वो इक्वेट की जाती थी चीफ इलेक्शनर कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के साथ, वो रिमूव कर दी गई है सैलरी एंड अलाउंसेस को लेकर खासकर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने आप में डिसाइड कर सकती है कितनी सैलरी होंगी, कितने इनके जो है वेतन भत्ते सेवा शर्तें सब कुछ डिसाइड कर सकती है अपने हिसाब से। अब अपने हिसाब से जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाती है ना, तो ऐसे ऑफिशियल्स को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है, इनकी इंडिपेंडेंस इतनी नहीं रहती है, तो सरकार ऐसे कंट्रोल कर सकती है। इवन इनकी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन भी नहीं होगी, यानी 3 साल के टर्म के लिए होंगे और वो एक्सटेंडेबल नहीं होगी, और इनकी रिटायरमेंट एज जो है 65 ईयर्स होगी। अब RTI एक्ट के तहत एग्जम्पशंस की बात करते हैं, कौन कौन सी लगाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लॉज है और रूल्स है जो ये डिक्लेयर करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, सरकारी इन्फॉर्मेशन, वो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे लॉज और रूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1954, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1955, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1956। अब इसमें एक एक्ट था आर्काइक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो RTI के जब एक्ट आता है तो ऐसे एक्ट को सुपरसीड कर जाता है, क्योंकि इसमें ना एक प्रोविज़न ऐड की जाती है सेक्शन 8 क्लॉज नंबर 2 में, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, मान लो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, फिर इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती। तो एक ये प्रोविज़न ऐड कर दी गई। सो ऐसे हैं सेक्शन RTI में, एक सेक्शन 8 है, एक सेक्शन 9 है और एक सेक्शन 24 है, जो एग्जम्पशंस के साथ डील करता है कि किस किस केस में इंफॉर्मेशन को हमने प्रोटेक्ट करना है, किस में नहीं करना है। अब देखिए, सेक्शन 8 क्लॉज नंबर 1 और सेक्शन 9 में ये कह रखा है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो तभी डिस्क्लोज की जा सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो ज़्यादा फेवर कर रही है, यानी वो पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा फेवर कर रही है, हार्म नहीं कर रही है। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन बचा रहे इसलिए थे क्योंकि उससे ना हार्म हो सकता है, लेकिन आप पब्लिक इंटरेस्ट का हार्म करने लगे हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जा सकती है। ये एक एग्जम्पशन दे रखी है, ऐसे एक्ट्स पर फिर वो चीज़ लागू नहीं होती। लेकिन सेक्शन 24 जो RTI एक्ट का है ना, उसमें ये क्या रखा है, बहुत सारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसको एक्ट के ना सेकंड शेड्यूल में ऐड कर दिया। ये सेकंड शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन वाला शेड्यूल नहीं है, ये RTI एक्ट के शेड्यूल है। तो उसमें जो सूची शामिल कर दी गई है उसमें RTI जो है नहीं लागू होता। कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ है भाई जहाँ नहीं लगता? इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CBI है, रॉ है, BSF है, CRPF है, CISF है, NSG है, बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ है जो सिक्योरिटी के साथ इंडिया की डील करती है, इंटेलिजेंस के साथ डील करती है, वो RTI एक्ट के दायरे में नहीं आती है। ये सेक्शन 24 सेकंड शेड्यूल वाली बॉडीज़, ये आपको पता होनी चाहिए, और मेन बॉडीज़ के नाम पता होने चाहिए। सारी सूची याद नहीं करनी, जो मेन है उनके नाम मैंने आपके लिए रख दिए। अब ये अपने आप में एग्जाम्पशन भी एब्सोल्यूट नहीं है, और ह्यूमन राइट्स और वायलेशन के चलते हुए अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी भी पड़ती है तो वो देनी पड़ेगी। तो ये भी याद रखना कि हर एग्जाम्पशन अपने आप में कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, उसके एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे होते हैं। वो लॉ की बारीकियों में डिटेल में जाकर पता चलता है। हम तो फिर भी जो है कवर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, सेक्शन वाइज सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें कवर कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं सेक्शन 24 में अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है, जिसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, जो हमने एक्सेप्शन अभी देखी, वहीं सेक्शन 8 में बात की जा रही है 10 स्पेसिफिक कैटेगरीज क्रिएट की गई है कि ये कैटेगरी की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है होल्ड की जा सकती है।
तो ऑफिशियल्स, पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकार होल्ड कर सकती है। तो वो 10 स्पेसिफिक कैटेगरीज आपको जो सेक्शन 8 में बात की गई है वो कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। वो 10 कैटेगरी में से सबसे पहले है नेशनल इंटरेस्ट में लेकर कोई इन्फॉर्मेशन है जो इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन और ऑफेंस को लेकर जो है, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस को लेकर आती है। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है होल्ड की जा सकती है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी फिर कर सकती है। कोर्ट ऑर्डर्स हो गए, इसके साथ पार्लियामेंट्री कोर्ट ऑर्डर्स में ना एक चीज़ देख लेना, ये कोर्ट ऑर्डर्स है जहाँ पर कोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो सकती, तो उस केसेस में ये चीज़ होती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होगी, पार्लियामेंट में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहता है वो कर सकते हैं। मैंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ये समझा भी रखा है। कमर्शियल सीक्रेट्स हो गए, कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, ठीक है, और वो अगर रखना चाहती है सरकार, जिसमें सरकार ट्रेड कर रही हो, नहीं देना चाहती, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया। फिडुशियरी रिलेशनशिप, ये होते हैं विश्वासी संबंध। फिडुशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि लॉयर और क्लाइंट के बीच का जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है, जैसे कि क्लाइंट कहता है कि लॉयर को कि मैंने उसका सच में मर्डर किया है, अब वो डिफेंस तो अपना रखना चाहता है, तो लॉयर ये थोड़ी ना बात बाहर आकर कहेगा कि इसने तो बक दिया भाई, इसने मर्डर किया, उठा कर लेकर जाओ। नहीं, उनकी एक रिलेशनशिप होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और लॉयर नहीं कह सकता और आप लॉयर को फोर्स नहीं कह सकते कि भाई बताओ किया है कि नहीं किया, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। और ये जो ऐसे रिलेशंस होते हैं ना, उसमें नहीं इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती। फॉरेन कॉन्फिडेंस हो गया कि इन्फॉर्मेशन जो है फॉरेन गवर्नमेंट से कोई रिसीव करनी है और की है सरकार ने, आप उनसे नहीं कह सकते कि आपके बीच में क्या वार्तालाप हुई थी, मोदी जी ने ट्रम्प जी के साथ क्या क्या बातें की है, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताओ जी कल रात को ये फ़ोन पे लगे हुए थे आधा घंटा, क्या क्या बातें हुई है। पब्लिक जनता जवाब मांगती है तो नहीं मिलेगा आपको जवाब, मत ही मांगना। सेफ्टी और सोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पर है कि लाइफ और कोई चीज़ें जो है लाइफ को एंडेंजर कर सकती है, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज हो सकते हैं, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आप इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते कि पुलिस जी बताओ इस केस में क्या हो गया, अब तक क्या पाया, कौन कौन से एविडेंस मिले, किनका नाम आपको आ रहा है, कौन से सस्पेक्ट है। वो पुलिस अगर होल्ड करना चाहती है वो होल्ड कर सकती है ऐसी इन्फॉर्मेशन। कैबिनेट पेपर्स में आ जाते हैं, मिनिस्टर्स ने बंद कमरे में कुछ डिस्कशंस की, डेलिब्रेशंस की है, और वो चाहते हैं ऐसी जो डिसीज़न हमने लिए हैं, बातें हमने की है, पब्लिक में ना जाए तो अच्छी बात है। तो नहीं मांग सकते आप कि कैबिनेट मीटिंग हुई थी, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें दो, क्या क्या बात की, किस मंत्री ने क्या बोला था, उसका मंत्री ने क्या, ना, वो आज भी बंद कमरों में ही बंद रह जाएगी इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं आती कि आप ऑफिशियल को कहोगे उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ये 10 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इस पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। RTI एक्ट के बारे में इतना ही है, मेजर चीज़ें अब आपको पता चल गई है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, 2005 का। बेसिक चीज़ें इसकी हमने कवर करनी है। ये लॉन्च कब होता है? 7 सितंबर 2005 में होता है। फोर्स कब किया जाता है? इन्फोर्स किया जाता है 2 फेब 2006 में इसको किया जाता है। इंडिया का अपने आप में लार्जेस्ट राइट बेस्ड सोशल सिक्योरिटी पब्लिक वर्क प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि काम आपको मिलेगा सरकार से, और कहाँ मिलेगा? रूरल एरिया में। रूरल वर्ड जो है वो ध्यान रखना, वो स्पेसिफिक है। कल को आप ऐसे मत चले जाना अगर शहरों में रह रहे हो कि सरकार से काम लेते हैं, भाई कोई हो तो रहा नहीं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, सरकारी नौकरी तो बन नहीं रही है, सरकारी काम ही ले लेते हैं, तो ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। जीन रेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये नाम भी याद रखना, जिन्होंने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है बनाया है, जीन रेस का नाम उसमें आता है। इनिशियली जब लॉन्च किया गया था ना, इसका नाम रखा गया है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा कहते थे इसको। फिर 2009 में इसको महात्मा गांधी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए मनरेगा कर दिया। महात्मा गांधी साथ में MG वर्ड भी जोड़ दिया गया, तो नरेगा अब मनरेगा बन गया। बोलते मनरेगा है, इसकी जो जी है सेकंड वाली वो साइलेंस ही रखी जाती है। अब
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो इसको एडमिनिस्टर करते हैं, वो संचालन इसका करते हैं, देख रेख जो है इसकी रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ही करती है। ये अपने आप में देता क्या है, लीगल गारंटी देता है। 100 दिन का जो है आपको काम मिलेगा रूरल एरिया में। तो रूरल हाउस होल्ड जो है फाइनेंशियली सक्षम हो सके, उनको कुछ पैसे उनकी जेब में डालना ज़रूरी है। सरकार का ये एक एम है, पैसे जेब में डालेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इकॉनमी जो है वो भी स्मूथली चलती रहती है। और अडल्ट मेंबर जो है वो वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर मतलब अपनी मर्ज़ी से वो आते हैं, रजिस्टर करवाते हैं। और अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, यानी उन्हें कोई स्किल काम नहीं आता, लेबर करेंगे। जैसे क्या हो गया भाई, गड्ढा खोद लिया थोड़ा बहुत, या फिर ईंटें उठाना हो गया, ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं, तो वैसे काम उनको दिए जाते हैं। और भी आगे चलकर देखेंगे कि कौन कौन से इसमें काम कवर किए जाते हैं, वो सारे नुएंसेस तो हमने कवर करनी है। एक्ट ऑपरेशनलाइज होता है, मतलब ये क्या चीज़ें जो है अचीव करना चाहता है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी अचीव करना चाहता है, इक्विटी और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को अचीव करना चाहता है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के जो गोल है उसको लेकर चल रहा है। मनरेगा 2005 का जो एक्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। इंडिया का लार्जेस्ट हो गया तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, तो अपने आप में वर्ल्ड लार्जेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी कवरेज जो है बहुत सारे लोगों को मिलने वाली, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, अर्बन की ज़्यादा नहीं होती। तो रूरल पॉपुलेशन कवर कर रहा है तो अपने आप में इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन कवर कर रहा है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इसलिए जो है वो तो आ ही जाएगी। UNDP जो है 2019 में मनरेगा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि भाई ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक अच्छा मॉडल है। वर्ल्ड बैंक 2020 में कहते हैं कि कोविड-19 में लाइवलीहुड शॉक्स जो बहुत जगह पर देखने को मिले थे, मनरेगा ने कम से कम उसको कंट्रोल रखा, मिटिगेट करने की कोशिश की कि ये कामकाज लोगों को मिलता रहा और जेब में पैसे आते रहे, सर्वाइवल उनका इंश्योर होता रहा। इसके फीचर्स ये हैं, 100 डेज़ की लीगल गारंटी मिलेगी, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ मतलब अनस्किल्ड जो वेज लेबर होती है उनको मिलेगी, और पर हाउस होल्ड पर ईयर मिलेगी। ये लैंग्वेज समझ लो, लीगल गारंटी 100 डेज़ की, अनस्किल्ड लेबर को पर हाउस होल्ड पर ईयर जो है वो गारंटी काम मिलेगा। तो ये बात की जाती है। डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन स्कीम का मतलब होता है कि जो काम करना चाहता है 15 दिन में वो करे डिमांड कि ठीक है हमें काम दिया जाए सरकार, और उसको काम जो है सरकार इंश्योर कराएगी। जो भी अथॉरिटीज़ होगी उनके पास जाकर रजिस्टर करना होगा। अगर वो नहीं कर पाते 15 दिन के अंदर आपको काम ढूंढ के नहीं देते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी जो है वो देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता जिसे कहते हैं वो देना पड़ेगा अगर सरकार आपको काम नहीं देती है। इस तरह की स्कीम और ये एक्ट बनाया गया था। ग्राम पंचायत GPs जो है प्रिंसिपल अथॉरिटीज़ है इसकी, ग्राम पंचायत प्लानिंग करेंगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी ऐसे एक्ट को। इसमें सबसे पहली बात है कि ये जो वेजेस है वो लिंक कर दिए गए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 का है, तो स्टेट स्पेसिफिक जो भी मिनिमम वेजेस रहेंगे वो मिनिमम वेजेस इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी, उतना वेतन तो उनको दिया ही जाएगा। तो 1/3 बेनिफिशियरी जो इसमें होंगी वो विमेन होगी, ये भी इंश्योर किया गया है। और 70% जो इस पर खर्चा किया जाएगा वो वेजेस पे किया जाएगा, और 30% जो है खर्चा किया जाएगा ऐसे एक्ट के तहत वो मटीरियल्स जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, मटीरियल जो यूज़ होने वाला है, या कोई स्किल्ड लेबर लेकर आनी है, ठीक है, कोई आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर करने हैं, आर्किटेक्चर हायर करने हैं, वो स्किल्ड लेबर में आ जाते हैं, तो 30% जो है उनके लिए भी खर्चा रखा जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो है डिसाइड किया गया है। इसमें फोकस रहता है कि नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना है, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, अफॉरेस्टेशन हो गया जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लैंड डेवलपमेंट जो है उस पर काम किया जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ किया जाता है, जैसे नरेगा सॉफ्ट, जियो मनरेगा, ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग के लिए। इसके सोशल ऑडिट्स भी होते रहते हैं ग्राम सभा लेवल पर, और कब होते हैं, ट्वाइस ईयर, यानी साल में 2 बार इसको एटलीस्ट करवाया जाता है कि जो पैसे आ रहे हैं फंड्स वो सही यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम EFMS भी जो है इसमें रखा जाता है, सो डैट वेजेस जो है डायरेक्टली वर्कर के बैंक अकाउंट में जो जाए वेतन उनका, इसको जो है कन्वर्ज कर दिया गया है। जैसे P में है, NRLM है, और जल जीवन मिशन के साथ, एसेट क्रिएशन के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम पीछे पढ़कर भी आए थे। इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, रूरल एरियाज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जितने मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडिया में पाए जाते हैं और जहाँ जहाँ पर भी रूरल एरियाज़ है सब जगह पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक्सेप्ट दोज विद 100% पॉपुलेशन। मतलब वो एरियाज़ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100% शहरी आबादी ही है, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। रूरल एरियाज़ की डेफिनेशन में ये चीज़ आ जाती है कि जहाँ पर 100% है वो कंसिडर नहीं करेंगे,
बाकी कुछ पॉपुलेशन रेशियो इधर उधर है फिर भी वो कंसिडर कर लिए जाएंगे। 3 टायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसमें बना रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी, 90% फंड अपनी जेब से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और मॉनिटर भी करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम जो बनेंगे उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। स्टेट लेवल पर 10% फंडिंग अपनी जेब से वो देंगे और सुपरवाइज करेंगे इंप्लीमेंट ठीक हो रही है नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत का काम है लोगों को रजिस्टर करना, जॉब कार्ड बना कर देना, प्लान करना कैसे करनी है चीज़ें, किस प्रोजेक्ट पर लगाए जाएंगे, लोग एग्जीक्यूट करना, और सोशल ऑडिट करने का काम ग्राम पंचायत को दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो होते हैं डीपीसी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही यूजुअली करते हैं। डीसी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इससे प्रोग्राम ऑफिसर भी जो है वो ब्लॉक लेवल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। की प्रोविज़न क्या है, अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सेक्शन में क्या था, आपको याद रखना है कि कितने इसमें प्रोविज़न ऐड की गई है एक्ट में। 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है, इक्वल वेजेस मिलेंगी, यानी चाहे वो मैन हो वुमेन हो दोनों को एक काम के एक ही पैसे मिलेंगे। इसमें जो है एनुअल प्लान्स बनाए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में, और अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता रजिस्टर कराने के बाद तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की प्रोविज़न भी रखी हुई है। सोशल ऑडिट ग्राम सभा करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगा, गाइडलाइंस बनाएगा। शेड्यूल 1 और 2 में इसके मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से काम पर लोगों को लगाया जाएगा, परमिसिबल वर्क कौन से हैं, वेज मटीरियल रेशियो क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें मेंशन है। परमिसिबल वर्क की अगर बात कर लो तो यहाँ पर बात की जाती है कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर और हार्वेस्टिंग को लेकर, डैम्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वहाँ पर लोगों से काम रो। ड्रॉट प्रूफिंग की जा रही है, अफॉरेस्टेशन की जा रही है, प्लांटेशन की जा रही है, पेड़ पौधे कहीं पर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो काम करना है वहाँ कर सकते हैं। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर पे काम करना है वहाँ पर करवाओ। लैंड डेवलपमेंट की जा रही है SC ST के लिए या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, वहाँ पर काम ले सकते हो। कच्चे रोड्स, कॉजवेज जो है रूरल कनेक्टिविटी में वहाँ पर काम करवाना है वहाँ पर करा सकते हो। ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ पे करवा सकते हो। आंगनवाड़ी सेंटर, पंचायत बिल्डिंग या सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम इनसे करवा सकते हो। और बहुत सारी रूरल स्कीम्स है जो बहुत चलती रहती है, वहाँ पर अगर कोई काम लेना है तो वहाँ पर भी इनसे लिया जा सकता है जो ऐसे लोग रजिस्टर करते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% जो है अनस्किल्ड लेबर के लिए पैसे बेयर करता है और 75% जो है मटेरियल कॉस्ट के लिए बेयर करता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है वो बेयर करता है, मतलब अपनी जेब से उसे देने पड़ते हैं। और 25% मटेरियल कॉस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को फंड करनी पड़ती है। फंड जो है वो 2 ट्रेंचेस एनुअली आते हैं, मतलब प्रति वर्ष 2 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत दिए जाते हैं, मतलब सीधा उनके अकाउंट में पैसे जो है ऐड कर दिए जाएंगे जो भी उनका काम करने के बाद वेतन बनता होगा। तो ये है मनरेगा की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। पार्लियामेंट कब इसे इनेक्ट करते हैं, 4 अगस्त 2009 को। कब ये फोर्स होता है, 1 अप्रैल 2010 को। क्या करता है ये, आर्टिकल 21A को ऑपरेशनलाइज करता है। आर्टिकल 21A किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था, याद है या नहीं? नहीं याद है तो याद करो, क्यों नहीं याद है। और इसमें क्या बात की जाती है, इसमें बात की जाती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो मिलने चाहिए बच्चों को। कौन से बच्चों को, 6 साल से लेकर 14 साल। और इसमें क्या बात की जाती है, इसमें बात की जाती है एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो 6 से 14 साल के बच्चों को मिलना चाहिए कंपलसरी। ये अपने आप में एक्ट जो है क्या बन जाता है, जस्टिसेबल बन जाता है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, यानी फ्री एंड कंपलसरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में अब एक फंडामेंटल राइट है। और अगर नहीं मिलता है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है, सरकार को ये करना ही पड़ेगा। ये अपने आप में इंडिया में पहला कहते हैं फंडामेंटल राइट है जिसकी क्लियरली लीगल एनफोर्सिएबिलिटी बनाई गई है एजुकेशन के लेवल पर। ऐसा पहले कभी भी एजुकेशन के लेवल पर हमें नहीं देखने को मिलता है। ये एक्ट फुलफिल करता है इंडिया की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है, चाहे वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेकर हो जाए, उनका आर्टिकल 26 हो जाए, आर्टिकल 13 हो जाए, ये जो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की थी, तो वो इंडिया ने दोनों का सिग्नेटरी है, साइन कर रखा है, तो इसलिए वो भी कमिटमेंट पूरी हो रही है। और इसमें जो सेंट्रल की फंडिंग रेशियो है वो कैसे डिसाइड होती है, 60 जो है सेंटर देता है, 40 जो है बाकी स्टेट्स देती है। लेकिन जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की बात आती है, जैसे हिमालयन स्टेट कहते हैं, वहाँ पर फंडिंग जो है 90:10 की, 90 सेंटर देगी, 10 वो स्टेट्स देंगी। वहाँ पर सेंटर और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बेसिस
आर्टिकल 21 ने जो है ऐड किया जाता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ ही गई, जिसको मैं कह रहा हूँ 2002 में आती है, वही ये ऐड करती है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है इंश्योर की जाती है 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 45 में भी ये बात रखी गई है, DPSP जिसे हम कहते हैं, कि स्टेट को जो है चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करानी है, बच्चों को एजुकेशन जो है प्रोवाइड करानी है। स्पेशली ये चाइल्डहुड केयर जो है 6 साल के बच्चों को प्रोवाइड करानी है बिलो द एज ऑफ 6। लेकिन ये जो मैंडेट है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, ये 6 से 14 साल के बच्चे का है। और चाइल्डहुड केयर जो है मिनिमम 6 साल तक जब वो चलता है तो वहाँ पर चाइल्डहुड केयर मिलती है, जिसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ या और टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है कवर्ड हो जाती है। यहाँ पर प्राइमरी और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, वो 6 साल से शुरू होती है। तो ये एक डिफरेंस आप समझने की कोशिश करना। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो अपने आप में फंडामेंटल राइट्स को एक क्या दे देता है, लीगल स्टेटस दे देता है, उसको इन्फोर्स कर देता है और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, जिसको पहले हम किसके नाम से जानते थे? MHRD के नाम से जानते थे। याद होगा आपको, NDA की सरकार ने ऐसी मिनिस्ट्री का जो है नाम भी बदल दिया था। नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और मॉनिटरिंग बॉडी कौन है? जो नेशनल काउंसिल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की नेशनल लेवल पर, सिमिलरली स्टेट लेवल पर भी जो एग्जिस्ट करती है, वो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है। शेयरिंग मैंने बता दी है कि कैसे चलती है। और सर्व शिक्षा अभियान SSA उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था और RTE को, राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का एक मेन व्हीकल जो है उसको बना दिया गया था। लेटर मर्ज कर दिया गया। अब जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, वो है समग्र शिक्षा अभियान जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसे SSA 2.0 कहते हैं। 2018 में किया गया था। इसमें प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। की प्रोविज़न जो है, सेक्शन चाहे आप ना याद रखो, लेकिन एक बार आप प्रोविज़न की अंडरस्टैंडिंग जो है आपको होनी चाहिए कि क्या क्या प्रोविज़न एग्जिस्ट करती है। जैसे कि 6 से 14 साल वाली तो आपको मैंने बता दी है। किसी भी चाइल्ड को, किसी भी बच्चे को कोई फीस या कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जा रहा है, क्योंकि 6 से 14 साल फ्री भी है और कंपलसरी भी है। फ्री मतलब कोई पैसे नहीं लगेंगे। कंपलसरी का मतलब है भाई जाना ही पड़ेगा स्कूल में, कंपलसरी बना रखा है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर घूम रहा है, नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं लॉ उसके पेरेंट भी वायलेट कर रहे हैं। कंपलसरी का मतलब ये है, कंपलसरी एजुकेशन इज़ कंपलसरी एजुकेशन। इसमें यह भी प्रोविज़न है कि जो बच्चे पहले एनरोल नहीं हो रखे या किसी वजह से ड्रॉप हो गए थे, तो उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग कराकर उनकी एज के हिसाब से जिन क्लास में उनको होना चाहिए उस क्लास में उनको एडमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी स्कूल में आप वो ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, वो भी राइट इनके पास आ जाता है। गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है अपने नेबरहुड में स्कूल विदिन 3 ईयर्स, इस एक्ट के फोर्स के विदिन 3 ईयर इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। स्कूल ही नहीं है तो फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की कोई सेंस नहीं ना बनती। तो ये भी एक उन्होंने प्रोविज़न ऐड कर रखी है। नेक्स्ट प्रोविज़न सेक्शन 8 और 9 में हमें देखने को मिलती है। सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट को इन्फोर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। और सेक्शन 12 में भी ये प्रोविज़न ऐड कर रखी है कि प्राइवेट और अनएडेड स्कूल जो होते हैं वो 25% सीट जो है इकोनॉमिकली वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप के सेक्शन के लिए रखेंगे। और सेक्शन 16 जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल अपने आप में बन जाता है कि स्टूडेंट को निकाला नहीं जाएगा भाई स्कूल से और फेल भी नहीं किया जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम फेल ही क्यों ना कर जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन तक तो यही चीज़ रखी हुई है और ये बढ़ाकर जो है इन्होंने 8th क्लास तक कर दी गई है प्रोविज़न कि कोई भी जो है फेल नहीं होना चाहिए और उसको कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड करते ही रहेंगे। तो इससे ये होता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाएगी एजुकेशन। अगर वो क्योंकि फेल हो रहे हैं तो उनको चांसेस है कि भाई वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे। एनरोलमेंट बढ़ानी है, एनरोलमेंट बढ़ाने का उनको वे यही दिखता है कि पास करते जाओ, अगली क्लास में भेजते जाओ, कुछ ना कुछ उसको लगेगा आगे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें एजुकेशन का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं देखी जा रही है। मर्तज़न इसी चीज़ को तो कैपेबिलिटी अप्रोच में टारगेट करते हैं कि हमारा एम क्या है, हमने सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करने हैं या हमने एक्चुअली कैपेबल बनाना था लोगों को। तो कैपेबिलिटी अप्रोच इसीलिए जॉन रॉल्स के वो जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो हम पढ़ाए थे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। इसमें कहा जाता है भाई मेंटल हरासमेंट नहीं होगी, मारना भी नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, पहले तो आपने खा लिए होंगे अपने टीचर से थप्पड़ थुप्पड़ भाई और बहुत मार पड़ती थी, अब नहीं वो चीज़ें करने दी जाएगी। तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी जो है इसको देख सकते हैं।
तो यही मोस्टली सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ और अदर सेक्शन है जिसको आप देख सकते हो। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि बहुत सारी स्कीम्स जो है एग्जिस्ट करती है। एजुकेशन से रिलेटेड मिड डे मील स्कीम होगी 1995 में आती है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आता है। बाद में RTE के एक्ट के आने के बाद क्या चेंजेस हुए वो भी मैंने बताए। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो है 2008 में आती है। अदर स्कीम्स ऐसी चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती है। एक लिस्ट है जो आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, गो थ्रू कर लेना, एक बार इनमें ध्यान दे देना कि कौन कौन सी चीज़ है या कब कब आती है। एक आध क्वेश्चन जो है पूछने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा डीपली वैसे वो पूछेगा ही नहीं। मेन प्रोविज़न पता होनी चाहिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो पॉलिसी गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ये हमने देख लिया है। और NCPCR भी पीछे हम देख कर आए हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यस ये चीज़ समझने लायक है कि अंडर सेक्शन 21 जो है इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। इसमें जो कमेटी होगी स्कूल मैनेजमेंट में 75% मेंबर उसमें से पेरेंट्स जो होंगे इन्वॉल्व होंगे और 50% वुमेन रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है बनाने हैं एनुअली, वो भी जो है प्रिपेयर स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी के थ्रू किए जाएंगे। पीपल टीचर रेशियो भी डिसाइड हो रखी है कि 30 बच्चों के पीछे एक टीचर चाहिए पढ़ाने वाला प्राइमरी लेवल पर। अपर प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों के लिए एक टीचर तो होना ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स की भी इसमें बात की गई है। ऑल वेदर बिल्डिंग बनानी है, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, प्लेग्राउंड, बाउंड्री वॉल, ये सब कुछ ज़रूरी है। लर्निंग चीज़ें जो होनी चाहिए, लाइब्रेरी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंक्लूसिव फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए। टीचर की क्वालिफिकेशन जो है एक बॉडी NCTE ही है डिसाइड कर लेगी। एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है। मिनिमम 200 डेज जो है इंस्ट्रक्शन प्राइमरी लेवल पर यानी क्लासेस लगनी चाहिए और अपर प्राइमरी में 220 दिन जो है मिनिमम क्लासेस लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, आपने सिर्फ पहले वाला याद रखना है। इसमें आ जाता है यूनिकृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 में, जिसमें राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी ये केसेस को देख सकते हैं। पहला ही बस इंपॉर्टेंट है, बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाते होते हैं। तो राइट टू एजुकेशन को लेकर ये सारी चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।